इफ यू वांट टू लर्न रियल एसईओ देन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एसईओ के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल केवल एक ही वीडियो के अंदर। अपने सालों के एक्सपीरियंस को यूज करके मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं रियल एसईओ। यहां पर हम लोग कवर करेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स बनाने की स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम लोग सीखने वाले। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जो कि 20 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो होगा, इसके अंदर मैंने ई कॉमर्स एसईओ को भी इन डेप्थ कवर किया है। सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ कोर्स को। तो गाइस सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के एजेंडा को आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये वाला जो वीडियो है हमारा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो। सबसे पहले हम लोग एसईओ के अराउंड कुछ हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकंड जो है, हम लोग एसईओ की बेसिक डेफिनेशंस वगैरह को कवर करने वाले हैं, यानी कि कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। थर्ड, हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कौन वो लोग हैं या कौन वो प्रैक्टिशनर्स हैं जो एक्चुअली एसईओ को यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और गाइस यहां पर जो आप सबसे पहली लाइन देख रहे हो, पहली स्लाइड में सबसे पहली लाइन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। और गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो लाइन है ना, आप ये थ्रू आउट द कोर्स ना इस चीज का आप ध्यान रखें। गाइस यहां पर आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है फाउंडेशन ऑफ एसईओ रिमेन सेम। आपको ये समझना होगा कि जो फाउंडेशन है एसईओ की, या जो बेसिक्स हैं एसईओ के, वो हमेशा सेम रहते हैं। आप क्या करते हो, आप बहुत सारी हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स, इन सारी चीजों के ऊपर भागते हो, बट आप बेसिक्स को भूल जाते हो। मैं आपको बताता हूं, अगर आप बेसिक्स को ही ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर लोगे ना, आपको एडवांस वगैरह चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस चीज के पीछे भागते हो कि किसी तरीके से आपको बस ब्लैक हैट एसईओ के बारे में पता चल जाए, कुछ ऐसे लूप होल के बारे में पता चल जाए कि आप वो चीज तुरंत जो है वो अप्लाई करो और आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाए। गाइस मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक हो भी गई, बट अगर आपने उसको ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक के थ्रू किया हुआ है, या कुछ भी आपने ना थोड़ा सा भी जुगाड़ टाइप से लगा के अगर अपनी वेबसाइट को रैंक किया है ना, जैसे ही गूगल की नेक्स्ट अपडेट आएगी, जैसे ही गूगल का एल्गोरिथम जो है वो अपडेट होगा, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से बाहर चली जाएगी। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, जिन चीजों को मैं आप के साथ डिस्कस करूंगा यहां पर, वो सारी वही चीजें हैं जिनको मैं प्रैक्टिस करता हूं। और मैं बिल्कुल भी ब्लैक हैट एसईओ को, या बिल्कुल भी जो रिलेटेड नहीं है, जो भी गूगल की गाइडलाइंस है, या जो जेन्युइन नहीं है, जो रियल नहीं है, मैं उसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता हूं। मैं शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करता हूं। जो गूगल की रिकमेंडेशंस हैं जो जेन्युइन है, मतलब गूगल की अगर रिकमेंडेशंस को आप भी ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको भी लगेगा कि गूगल की जितनी भी रिकमेंडेशंस है जेन्युइन है, और इन्हीं के सहारे से ना वेबसाइट को रैंक कराया जा सकता है। गाइस थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि कंपटीशन होगा, है ना, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में। बट अगर आप बेसिक्स को ही ध्यान रखेंगे ना, तो आपके बेसिक्स ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बराबर होते हैं। तो गाइस जो बेसिक्स ऑफ एसईओ है वो कभी नहीं बदलता। यहां पर मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा एल्गोरिथम से भी है। देखो, अगर हम गूगल की बात करें तो आपको पता है गूगल एज अ सर्च इंजन, अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि गूगल एज अ सर्च इंजन जो है वो एल्गोरिथम्स के ऊपर ऑपरेट करता है ना, ये एल्गोरिथम्स के ऊपर ऑपरेट करता है, एल्गोरिथम ड्रिवन ये चीज है। तो गाइस मेजरली अगर हम एल्गोरिथम्स किस तरीके के यूज होते हैं गूगल सर्च इंजन में, या जो है गूगल के ऊपर जब हम लोग सर्च करते हैं तो जो हमें रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, उन रिजल्ट्स को शो कराने के लिए किस टाइप के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, या गूगल अपने जो वेब पेजेस हैं उनको इंडेक्स करने के लिए, उनको क्रॉल करने के लिए किस टाइप के एल्गोरिथम्स को यूज करता है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के मेन एल्गोरिथम्स होते हैं। एक तो हो गए हमारे कोर एल्गोरिथम्स, ठीक है, और कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ना वो एल्गोरिथम्स धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं इन कोर एल्गोरिथम्स की, ठीक है। जैसे कोर एल्गोरिथम्स में ये चीज है कि अगर आपके कंटेंट में वैल्यू है तो वो कंटेंट रैंक होगा, ठीक है। अगर जो आपका कंटेंट है, राइट, जो आपका कंटेंट है वो यूजर की क्वेरी के रिलेवेंट है तो आपका कंटेंट रैंक करेगा, राइट। ये एल्गोरिथम की कोर चीजें हैं, ये एल्गोरिथम का बेस बनाता है, और ये चीजें नहीं चेंज होती, ठीक है। इन्हीं एल्गोरिथम के बेस के अराउंड ये जो फाउंडेशंस है, इसी के अराउंड तो गूगल ने आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे रखी हैं। गूगल ने बोल रखा है आपको कि अगर ये सारी आप चीजें करते हो तो मोर लाइकली है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाए। और वही सारे स्टेप्स हम एसईओ में पढ़ते हैं, ठीक है। हम एसईओ में क्या पढ़ते हैं, एसईओ इज एक्चुअली अ प्रोसेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनको सर्च इंजन्स में हम लोग रैंक कराते हैं। बट वो प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो मल्टीपल स्टेप्स हम लोग देखते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं,
वो स्टेप्स एक्चुअली यही गूगल की रिकमेंडेशंस हैं। तो अगर हम गूगल की रिकमेंडेशंस को ही ध्यान से समझने की कोशिश करें कि गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है और क्यों रिकमेंड कर रहा है, और गूगल का जो बेस एल्गोरिथम है वो किस तरीके से इंडेक्सिंग करता है, किस तरीके से क्रॉलिंग करता है, किस तरीके से कंटेंट को जो है यूजर के सामने लेकर आता है, तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। आपको कीवर्ड स्टफिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंटेंट स्पिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो ब्लैक हैट एसईओ है ना उसकी तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टिप्स ट्रिक्स हैक्स इन सारी चीजों की तरफ नहीं भागेंगे। तो आप अपने बेस को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेना कि एसईओ ही आपको आसान लगने लगेगा, और वही इस पूरे कोर्स का जो है वो पर्पस होगा कि आपकी जो फाउंडेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करी जा सके। क्योंकि मैं देखता हूं जो एसईओ में सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि अगर हम आपसे पूछे कि गूगल की 50 रिकमेंडेशंस आप बता दो, आपको मुश्किल लगेगा, आप 50 रिकमेंडेशन भी उतनी आसानी से नहीं बता पाते। तो रीजन क्या है कि आपने जो रिकमेंडेशंस हैं या जो इनकी, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वही आपको नहीं पता होती है ना। आप सोचते हो बस मैंने आर्टिकल लिखा है, मैंने ब्लॉग लिखा है, मैंने कंटेंट बनाया और बस वो रैंक हो जाए किसी तरीके से, मुझे लोग बता दें कि मैं 10 जगहों पर जाकर कहां पर कीवर्ड अपना रख दूं और मेरा जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो रैंक हो जाए। ऐसे नहीं होने वाला है आज के टाइम में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। पहले ऐसा होता था, ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आप कुछ जगहों पर जाकर भी अगर कीवर्ड्स को रख देते थे तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाती थी, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, इस कोर्स को फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये एसईओ स्टार्ट कैसे हुआ, ये टर्म कहां से आया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्यों बात होती है, क्या ये कोई नई चीज है या ये बहुत पुरानी चीज है। तो गाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई आज का टर्म नहीं है, काफी पुराना टर्म है ना। तो गाइज जैसे ओवर द टाइम अगर हम बात करें, धीरे धीरे जिस तरीके से इंटरनेट पॉपुलर होता गया, ठीक है, www जिस तरीके से पॉपुलर होता गया, बहुत सारी वेबसाइट्स बनने लगी। मान लेते हैं ये बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स हैं, है ना, और इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी वेबसाइट बना ली। अब ये वेबसाइट ओनर्स जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये बहुत सारे बिजनेस पर्संस हैं और इन्होंने अपनी अपनी जो वेबसाइट्स बना ली। बहुत सारी वेबसाइट्स डिफरेंट डिफरेंट निशेज में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट निशेज में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत सारी वेबसाइट्स आने लगी। रोज जो है ना हजारों वेबसाइट बनने लगी जैसे जैसे जो इंटरनेट है जितना ज्यादा पॉपुलर होता रहा। अब गाइस ये वेबसाइट आखिर बन किसके लिए रही थी, ये बन तो यूजर्स के लिए रही थी, ठीक है। अब यहां पर वेबसाइट्स के नंबर बढ़ते जा रहे थे, यहां पर वेबसाइट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, रोज नई नई वेबसाइट्स बनती जा रही हैं, बट यूजर को वो वेबसाइट्स के बारे में पता नहीं चल रहा है। लेट्स से यहां पर आज जो है एजुकेशन की वेबसाइट्स बनी, एग्जांपल केवल मान रहे हैं हम लोग कि 100 एजुकेशन की वेबसाइट्स बनी, बट क्या इन 100 वेबसाइट्स के बारे में इन यूजर्स को पता चला? नहीं, इन यूजर्स को इन 100 वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता चला। बट गाइस ये वेबसाइट्स बन किसके लिए? यूजर्स के लिए बन रही। अब यूजर को तो पता नहीं चल रहा है कि कोई वेबसाइट बन गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई कि बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही हैं और यूजर को उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही है। तो बिजनेस ओनर्स या जिनकी हम बात करें जो वेबसाइट ओनर्स हैं, ये लोग भी परेशान होने लगे, हमारी वेबसाइट ना यूजर्स तक पहुंच नहीं रही है। तो इन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जहां से सारी वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सके, जहां से सारी वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सके। तो सबसे पहले सर्च इंजन से भी पहले जो चीज बनी वो बनी थी गाइस वेब डायरेक्टरीज। क्या बनी हुई थी? वेब डायरेक्टरीज। अब वेब डायरेक्टरीज में कैटेगरी वाइज ना बहुत सारी जो है वेबसाइट्स आ गई, जैसे एडुकेशन की इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, ट्रैवल की इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, यहां पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, यहां पर न्यूज से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो आने लगी। बट गाइस वेबसाइट्स इतनी तेजी से, इतनी ज्यादा बढ़ रही थी ना कि वेब डायरेक्टरीज के भी बस की बात नहीं थी कि इस चीज को हैंडल किया जा सके। तो गाइस यहां एक समस्या आई, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है, जहां प्रॉब्लम होगी वहां सोल्यूशन भी होगा। इसने जन्म दिया सर्च इंजन्स को, राइट, और सर्च इंजन्स एग्जिस्टेंस में आ गए, ठीक है। तो अब क्या था, अब यूजर जाते थे सर्च इंजन के ऊपर और अपनी क्वेरी जो है वो एंटर करते थे और उस क्वेरी के रिलेवेंट जो भी सर्च इंजन को पेज लगता था वो पेज जो है सर्च इंजन शो करा देता था। याहू वाज द फर्स्ट, ठीक है, बहुत पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पॉपुलर जो हुआ था स्टार्टिंग में ही वो सर्च इंजन था हमारा याहू, वो गूगल नहीं था। गूगल तो बहुत बाद में जो है वो गेम में आया, लेकिन गूगल ने यूजर को समझा, गूगल ने समझा कि अगर हम यूजर को सही और रिलेवेंट जो रिजल्ट्स है वो दे पाएंगे तब तो हम यहां मार्केट में टिक पाएंगे, और इस चीज को याहू नहीं समझ पाया, इसलिए याहू जो है ना वो गेम से बाहर हो गया और जो गूगल है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और आप एसईओ पढ़ते किसका हो? आप पढ़ते तो गूगल का ही हो, आप बिंग का भी एसईओ उतना नहीं पढ़ते हो जितना आप गूगल का एसईओ पढ़ते हो, राइट।
तो सर्च इंजन्स इस तरीके से डेवलप हुए। अब और भी ज्यादा वेबसाइट्स आने लगी, ठीक है, और भी ज्यादा वेबसाइट्स आने लगी। वेबसाइट्स की पावर बिजनेस ओनर्स को पता चलने लगी। लोगों को लगा कि अब तो लोग जो हैं या दुनिया जो है वो इंटरनेट की तरफ भाग रही है, लोग वेबसाइट्स देख रहे हैं और वेबसाइट्स लोग देख रहे हैं और वेबसाइट पे हमारा बिजनेस मेंशन है, तो अगर हमारी वेबसाइट लोगों तक पहुंच गई किसी भी तरीके से तो हमें बिजनेस मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिजनेस ओनर्स को समझ में आने लगा कि भाई वेबसाइट ना लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है, लोगों तक पहुंचानी। अब इधर सर्च इंजन्स भी आ गए थे। अब ये एक बिजनेस ओनर है, इसके पास अपनी वेबसाइट है, इसका बिजनेस है लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का एग्जांपल ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का। अब इसने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि सर्च इंजन में कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाले तो जो मेरे साथ 50 लोग और हैं ना, उनकी वेबसाइट ना रैंक हो, मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे आ जाए, या वो हमसे पीछे रहें, हम उनसे आगे निकल जाएं, ठीक है। तो इस बिजनेस ओनर ने या जो भी टेक्निकल पर्सन है उसने स्टडी करना शुरू किया, उसने समझना शुरू किया कि आखिर ये सर्च इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सर्च इंजन किसी वेबसाइट को पहली पोजीशन के ऊपर लाता है। तो सर्च इंजन ने खुद ही बता दिया, गूगल ने खुद ही बता दिया कि अगर आपको पहली पोजीशन पे आना है ना, तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप इन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को करो, आप भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाओगे। हम इस तरीके से काम करते, हम इस तरीके से क्रॉलिंग करते, हम इस तरीके से इंडेक्सिंग करते। तो सारा काम तो सर्च इंजन नहीं कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन तो आपको सर्च इंजन नहीं बता दी। अब हम आज के टाइम में एज अ एसईओ पर्सन हैक्स के पीछे पड़े हुए, हम नहीं समझ रहे हैं कि गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है। अगर हमें ये चीजें समझ में आने लगी, गूगल की बातें हमें समझ में आने लगी, गूगल की क्या रिकमेंडेशंस है, उसका एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, तो हम भी उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को करेंगे। और अगर हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे हैं। तो एक बहुत ही क्विक सी ना हिस्ट्री थी कि ये सारी चीजें ना किस तरीके से कॉन्सेप्ट में आई, ठीक है। तो एसईओ स्टार्ट होने से पहले सर्च इंजन आ गए थे, और सर्च इंजन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट जो है वो बनने लगी थी और वो वेबसाइट्स यूजर तक पहुंच नहीं रही थी। तो सर्च इंजन मीडिएटर्स बन गए यूजर्स और वेबसाइट्स के बीच में, और रिलेवेंट जो वेबसाइट्स हैं या वेब पेजेस हैं वो यूजर तक पहुंचाने लगे, जिसने अब एक नई चीज को जन्म दे दिया विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन की बात करें एक बार में कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरीके से काम करता है, ये क्या है एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप देख सकते हो इट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिजाइन टू इंप्रूव द अपीयरेंस एंड पोजीशनिंग ऑफ वेब पेजेस इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, बस और कुछ नहीं है ना। तो आपने क्या देखा यहां पर, विच इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, और इन प्रैक्टिसेस को एसईओ के अंदर हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ऑन पेज एसईओ, एक होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ, एक होता है हमारा टेक्निकल एसईओ। और ये स्टेप्स हमने खुद से थोड़ी ना बनाए, आपने कहा कि कीवर्ड को आपको ऑन पेज के रिस्पेक्ट में आपको हेडिंग 1 में रखना है, किसी ने अपने आप से सोच लिया था कि हेडिंग 1 में रखना है, या गूगल की रिकमेंडेशन को हम फॉलो करते हैं, हम गूगल की ही रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं, फाइन। तो गूगल की अगर रिकमेंडेशन को आप नहीं फॉलो करोगे तो गूगल जो आगे अपडेट्स करने वाला है, ठीक है, पता चला आपने गूगल को आज इग्नोर कर दिया, तो गूगल जो ना आगे आने वाले टाइम में अपडेट्स करने वाला है ना, आपकी वेबसाइट उस अपडेट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना। गूगल जो आज रिकमेंडेशन हमें दे रहा है, हम उसे आज के टाइम में इग्नोर कर रहे हैं, गूगल कल को अपने अपडेट लाएगा तो क्या हम स्टैंड कर पाएंगे अपनी वेबसाइट को लेकर उसके सर्च इंजन में, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हम स्टेप्स करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम लोगों ने गूगल के रिकमेंडेशन के अनुसार 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हम ऑन पेज करते हैं, हम ऑफ पेज करते हैं, और हम लोग टेक्निकल एसईओ करते हैं, ठीक है। तो ऑन पेज में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, जब कभी भी हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंजेस करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑन पेज। ऑफ पेज में जनरली जो है हमारे बैकलिंक्स आ जाते हैं, या लिंक गेनिंग आ जाती है, या लिंक्स किस तरीके से बनाएं, कैसे ज्यादा लिंक्स, क्वालिटी लिंक्स हम लोग लेकर आए, ये सारी स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमारा आ जाता है ऑफ पेज एसईओ में। टेक्निकल एसईओ में कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट्स की, कि एसएसएल सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर्ली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्पीड की, हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडलीनेस की, कि हमारे जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। देखो आज के टाइम में तो हम लोग बहुत ही जोर शोर से बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है ना वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी
चाहिए। अब आप खुद सोचो, जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू हुआ होगा तब क्या ये फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट था? नहीं था। ठीक है, तो गूगल ने देखा कि यूजर्स अब तो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से आ रहे हैं, तो यूजर का एक्सपीरियंस ना खराब हो, इसलिए उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, कल को गूगल को कुछ नई चीज लग जाएगी तो नई चीज लेकर आ जाएगा। तो आप अगर गूगल की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हीं को सही तरीके से फॉलो करेंगे, आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर तरीके से होगा। चैलेंज आएगा, चैलेंज इस चीज में आएगा क्योंकि आप ही नहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। आप ही थोड़ी ना हो जो केवल एक कीवर्ड के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे लोग भी रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बेहतर बनना है, हमें शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं, हमें बेहतर बनना है। यही एक चीज जो आप अगर ध्यान रखेंगे, यू विल बिकम सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेसिकली जो लोग एसईओ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कौन लोग हैं जो एसईओ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, किनके लिए एसईओ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स ऑफ एसईओ उनकी अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। ठीक है, वो अर्निंग के पर्पस से एसईओ को सीख रहे हैं, एसईओ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपना ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाते हैं, निश कुछ भी हो सकती है, मैं निश की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, निश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, निश कुछ भी हो सकती है। वो अपना ब्लॉग बनाते हैं अर्निंग के पर्पस से। अर्निंग के भी अलग अलग तरीके हैं, लेट से वो स्पॉन्सरशिप से अर्न करना चाहते हैं, लेट से वो एडसेंस से अर्न करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग चीजें, इनको भी मैं आगे भविष्य में डिस्कस करूंगा। बट ये जो हमारे पास यहां पर ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ कंटेंट लिखा और ये कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो है अगर अपने कंटेंट को रैंक करा देंगे तभी तो इनके पास ट्रैफिक आएगा। और ये सारी चीजें जो मैंने यहां पर मेंशन करी हुई हैं, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं, या अल्टीमेटली जो अर्निंग है वो तभी पॉसिबल है जब ये रैंक होगा। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग होगी। तो इनको एसईओ की जरूरत है, बिजनेस ओनर्स को एसईओ की जरूरत है। ठीक है, उनको पता है कि जैसे पीपल आर सर्चिंग फॉर बेस्ट आईआईटी कोचिंग। ठीक है, तो दिस इज द मेन कीवर्ड, लोग इसको सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, तो उन्हें भी अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड के ऊपर लेकर आना है, टॉप में लेकर आना है, टॉप 3 में लेकर आना है, ताकि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ज्यादा ट्रैफिक आ सके और वो जो उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो सेल कर सके। ऐसा नहीं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन केवल आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए भी होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, बट ये डिफरेंट होता है टोटली जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स होती है। तो जब ई कॉमर्स एसईओ का मॉड्यूल हम लोग शुरू करेंगे तब उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देन वी कम टू एफिलिएट मार्केटर्स। ठीक है, एफिलिएट मार्केटर्स भी हैं जो कंटेंट लिखते हैं और उस कंटेंट को रैंक कराते हैं, ताकि वो कंटेंट जब रैंक होगा तो ट्रैफिक उनकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और उनके एफिलिएट लिंक से जो भी उन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी उन्होंने रिकमेंड करी है, लोग उसको खरीदेंगे और उसके एवज में उनको कमीशन मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि एसईओ को आज के टाइम में ना कितनी जगहों पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बिजनेस ओनर्स की मैंने तो निश ही नहीं रखी, कोई भी ऐसा बिजनेस ओनर नहीं है जिसके पास वेबसाइट हो और वो एसईओ ना करना चाहता हो, ऐसा कोई नहीं है। तो फील्ड बहुत बड़ी है। ठीक है, एक जेन्युइन फील्ड है ये, बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस फील्ड से बेनिफिटेड हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज की जरूरत है। बट हमें किस चीज को ध्यान रखना है गाइस? देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई 2+2 4 नहीं है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज नेवर 2+2 4। बहुत ही बेसिक नहीं है, सिंपल नहीं है, स्टेप्स नहीं है इसके अंदर कि ये कर लिया तो ये हो गया, ये कर लिया तो ये हो गया, ये कर लिया तो ये हो गया। ये रिलेटिव है, राइट, रिलेटिव है। जैसे अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत वाहियात एसईओ कर रहा है, बिल्कुल भी एसईओ नहीं कर रहा है एक कीवर्ड के ऊपर, तो अगर आप एसईओ करते हो तो आप रैंक हो जाओगे जल्दी। आपका कॉम्पिटिटर बहुत जबरदस्त एसईओ कर रहा है, बहुत ही अच्छा एसईओ करा उसने, बहुत ही अच्छे उसके बैकलिंक से बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ऑन पेज किया, उसका पेज रैंक हो रहा है, उसको बीट करने में आपको टाइम लगेगा, उसको बीट करने में आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो इट इज एक्चुअली रिलेटिव, इट्स नॉट सिंपल स्टेप्स। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हम लोग बेस को ना इतना स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे कि एसईओ की सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, डाउट है तो कमेंट करें, कोई भी सजेशन है तो भी कमेंट करें। जब कभी भी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, हमारी कोई वेबसाइट है, हमारा कोई वेब पेज है, उसको हम गूगल के सर्च इंजन में रैंक कराने की बात करते हैं, तो जो गूगल के बहुत सारी गाइडलाइंस है ना, उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। और वो जो गाइडलाइंस है वो बेसिकली हमने मोटे मोटे तौर पे 3 मेजर कैटेगरीज आप बोल लें या आप बोल लें 3 मेजर जो प्रोसेसेस हैं उनमें हम लोगों ने डिवाइड करके रखा हुआ है। और जो ये प्रोसेसेस हैं वो ये हैं, जो पहली प्रोसेस है दैट इज एक्चुअली ऑन पेज। ठीक है, और जो सेकंड प्रोसेस है वो होती है हमारी ऑफ पेज,
और जो हमारी थर्ड प्रोसेस होती है दैट इज एक्चुअली टेक्निकल एसईओ। तो हमने जो भी हमारे स्टेप्स हमें लेने हैं, जो भी वर्क हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर करना है, उन सभी वर्क्स को, उन सभी स्टेप्स को, उन सभी प्रोसेसेस को हमने इन 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके रखा है। तो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर वो आपके जो वर्क्स हैं वो फॉल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब होता है और ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। गाइस, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, इंट्रोडक्टरी वाले वीडियो में बताया था कि एसईओ भी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी इवॉल्व होगा। तो यहां पर जो ऑन पेज के फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, ठीक है, पहले तो हम लोग उनकी बात करेंगे कि ऑन पेज के जो बेसिक्स हैं, बहुत टाइम से जो चीजें चलती आ रही हैं, जिनको हमें करना ही करना है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और 2022 के हिसाब से किन चीजों का हमें ध्यान रखना है ऑन पेज के रिस्पेक्ट में, या अभी किस टाइप से जो एल्गोरिदम है वो बिहेव कर रहा है ऑन पेज के रिस्पेक्ट में, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। वैसे अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें तो ये ऑन पेज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ही है और आगे बहुत सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि पूरे ऑन पेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना एक वीडियो के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, सब एलिमेंट्स की अपनी अलग डेप्थ है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो हमारे पास टाइटल टैग्स होते हैं, अगर हम टाइटल टैग्स की डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें हैं। किस तरीके से हम लोग टाइटल टैग को लिखते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। किस तरीके से हम टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो इसके अंदर होती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं ताकि हर एक चीज को प्रॉपर्ली जो है वो कवर किया जा सके। चलिए शुरू करते हो, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑन पेज एसईओ है क्या, राइट। तो गाइस, ऑन पेज एसईओ को और डिटेल में समझने से पहले हमें एक पॉइंट को समझना है, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है बोल्ड में, आप देख सकते हो। आपको ये चीज सबसे पहले समझनी है कि जब कभी हम एसईओ की बात करते हैं ना, एसईओ हमेशा पेज वाइज होता है। मतलब आप क्या करते हो, आप पेजेस का एसईओ करते हो। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, लेट्स से ये हमारी वेबसाइट है, तो आपको पता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस, है ना। तो क्या क्या होगा, यहां होम पेज होगा, लेट्स से यहां पर हमारे पास अबाउट अस पेज है, ठीक है, और लेट्स से यहां पर हमारे पास सर्विसेज वाला पेज है, और सर्विसेज के अंदर हमारे पास लेट्स से 3 सर्विसेज हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, एंड लेट्स से मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को भी मैं प्रोवाइड करता हूं। फाइन, तो ये जो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज का हमारा जो एक पेज है वो किस टाइप का पेज बनेगा। लेट्स से अगर हमारी वेबसाइट umartasky.com है, तो मैं आ जाता हूं यहां पर umartasky.com के ऊपर स्लैश, यहां पर मैं लिख देता हूं वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, राइट। तो ये हमारा पेज बन गया। तो अब जो भी हमें एफर्ट्स करने हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि हम किस तरीके से इस पेज को रैंक कर सकते हैं, तो गाइस हमें इस पेज के ऊपर ही केवल फोकस करना है। जब हम होम पेज की बात करते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट को रैंक करना होता है, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं हमारे होम पेज की, कि हमें हमारे जो होम पेज है उसको रैंक करना है। तो जब आप वेबसाइट की रैंकिंग की बात करते हैं उस टर्म्स में अगर हम बात करें तो आप होम पेज की बात कर रहे होते, तो भी हम लोगों ने शब्द कौन सा यूज किया, पेज, ठीक है। तो आपका जो भी एसईओ होगा वो हमेशा आपका पेज वाइज होगा। पेजेस पिक करोगे कि ये हमारा एक पेज है और इसके रिस्पेक्ट में हमारे जो कीवर्ड्स हैं कौन कौन से हैं वो आप रिसर्च करोगे कि इस पेज को हम किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहते हैं। उन कीवर्ड्स के अराउंड आप अपना कंटेंट वगैरह लिखोगे। लेट्स से आप अपना ऑन पेज कर रहे हो या फिर आप यहां पर ऑफ पेज करोगे, तो इस पेज के रिस्पेक्ट में आप बैकलिंक्स बनाने की कोशिश करोगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक सी चीज है कि जब कभी भी हम लोग एसईओ की बात करते हैं, ठीक है, तो एसईओ हमेशा जो होता है दैट हैपेंस पेज वाइज, इसको आपको समझना है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन पेज की कि ऑन पेज में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे हम लोग क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन करें उन प्रोसेसेस को, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स करने, क्या चेकलिस्ट होती है, किस तरीके से करना है, किस एलिमेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। बट मेजरली ऑन पेज में होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑन पेज में क्या होता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हो जो इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2022 में एसईओ करियर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑन पेज की तो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था कि ये एक प्रोसेस है। इट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ विजिबल कंटेंट। जो विजिबल कंटेंट होता है हमारे वेब पेज के ऊपर, ये जो हमारी वेबसाइट है या वेब पेज है, इसके ऊपर जो विजिबल कंटेंट होता है, जो कंटेंट हमें दिखता है, इसका हमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, इनका हमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। एज वेल एज इस पेज का जो हमारे सोर्स कोड होता है, या हम कहें इस पेज का जो हमारा कोड होता है, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एक चीज की कि
हमें अगर स्कीमा को इंप्लीमेंट करना है तो वो हमारा जो स्कीमा कोड होता है वो वेब पेज पे ऊपर हमें नहीं दिखता है, वो विजिबल एलिमेंट नहीं है, ठीक है, हम उसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ विजिबल कंटेंट, जो आपको सामने दिखता है उसका भी ऑप्टिमाइजेशन, एज वेल एज जो हमारा HTML सोर्स कोड होता है कभी कभी हमें उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करने की जरूरत पड़ती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, तो फिर क्या हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोडिंग आनी चाहिए? क्योंकि यहां पर मैंने सोर्स कोड यूज कर लिया, यहां पर मैंने कोडिंग वर्ड यूज कर ली, तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या हमें कोडिंग जो है वो आनी चाहिए अगर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है या ऑन पेज हमें सीखना है। तो देखो गाइज, अगर आपको बेसिक जो HTML है उसकी नॉलेज है, बेसिक HTML की अगर आपको नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी चीज है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेसिक HTML की जो नॉलेज है वो आप ले ले। बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप 7 से 10 दिन भी ना ठीक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ वीडियोस उनके ऊपर भी बना दूंगा कि कितनी बेसिक HTML की जरूरत पड़ती है हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप उतनी नॉलेज ले लेंगे, इट्स मोर देन इनफ, और ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर देगा, ठीक है। प्लस जो दूसरी चीज होती है कि कोडिंग की कितनी हमें नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग की कितनी जरूरत पड़ती है, ये एक्चुअली गाइस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है। लेट्स से आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है अगर, है ना, तो जो वेबसाइट ओनर होगा या अगर कोई आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप एसईओ कर रहे हो, या अगर आपका कोई बॉस है कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि वर्डप्रेस के ऊपर सारे चेंजेस आप खुद ही करो, क्योंकि उसका जो बैकएंड होता है वो बड़ी आसानी से आपके पास एक्सेसिबल होता है, ठीक है। कोई अगर कस्टम मेड वेबसाइट है, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई वेबसाइट है, लेट्स से CMS नहीं है, अगर वो CMS नहीं है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, अगर वो विक्स, वर्डप्रेस और इस टाइप से नहीं है, तो फिर जो वेबसाइट का ओनर है वो भी आपको डेवलपर का सपोर्ट दे देता है, क्योंकि डेवलपर को पता होता है कि वो कोड कहां पर रखा हुआ है, होस्टिंग में कहां पर है। बट आपको एक्चुअली समझ में आना चाहिए कि होस्टिंग को किस तरीके से एक्सेस करते हैं हम, htaccess फाइल को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो कहां पर रखी है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो फिर आपके लिए एक स्टेप आगे ही हो जाएगा। आपके लिए सारी चीजें भविष्य में अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं तो हर तरीके से आपको बेनिफिट ही करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में बिल्कुल मैंडेटरी है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो एसईओ की तो पहले जो फाउंडेशन है एसईओ की उसको आप मजबूत करें, चीजों को समझें, उसके बाद आप थोड़े से यहां पर जो कोडिंग की बेसिक सी नॉलेज है HTML की उसको आप लेने की कोशिश करें, राइट। तो मोटे मोटे तौर पे ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब हुआ कि वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होता है यहां पर, ठीक है, उन सारी चीजों का ऑप्टिमाइजेशन जो भी गूगल गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग, और कभी कभी हमें HTML सोर्स कोड के अंदर भी जाना पड़ता है हमें, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा ऑन पेज एसईओ होता है और जो हमारा टेक्निकल एसईओ होता है क्या ये सेम है? ठीक है, तो देखो कुछ चीजें मिलती जुलती आपको जरूर लगेंगी, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि हम पेजेस के ऊपर चेंज करें, बट ऐसा नहीं। उस चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो, टेक्निकल एसईओ इज नॉट इक्वल टू ऑन पेज एसईओ, ठीक है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ जो ज्यादातर फोकस करता है ना वो ऑन पेज एलिमेंट्स के ऊपर करता है, ठीक है, एक पेज के ऊपर, एक वेब पेज के ऊपर करता है। एक जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया हुआ था यहां पर कि स्लैश सर्विसेज करके अगर मेरा कोई पेज है, स्लैश ट्रेनिंग करके अगर मेरा कोई पेज है, राइट, स्लैश डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या सर्विसेज करके मेरा कोई पेज है, तो इस पेज के जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर मैं जो चेंजेस करता हूं दैट इज एक्चुअली ऑन पेज। और जो टेक्निकल एसईओ होता है अगर आप उसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो टेक्निकल एसईओ जनरली फोकसेस ऑन द कंप्लीट वेबसाइट। जैसे अगर हम वेबसाइट की स्पीड के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो पूरी वेबसाइट की स्पीड का ऑप्टिमाइजेशन होता है। लेट्स से मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं, मैं SSL सर्टिफिकेट की बात करता हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो SSL सर्टिफिकेट है वो केवल आप एक पेज पे लगा के निकल जाते हो, वो तो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर लगता है ना, पूरी वेबसाइट के क्रॉस लगता है। जब हम क्रॉलिंग की बात करते हैं, जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो हम मेजर जो हमारे पेज इंपॉर्टेंट है उनकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज केवल उस पेज तक ही सीमित रहती है, हमारी बाकी वेबसाइट तक भी सीमित रहती है, राइट। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर जो चीजें आप देखते हो, जो चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो, वो चीजें पूरी की पूरी वेबसाइट या कंप्लीट जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। वहीं पर अगर हम ऑन पेज की बात करें, जैसे मैंने बताया वेबसाइट के जो विजिबल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो यहां पर पॉइंट्स हैं, देखो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान ही रखना है ऑन पेज के रिस्पेक्ट में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। बट अगर हम कंटेंट की बात करें या जो हमारा विजिबल कंटेंट
कंटेंट है उसकी हम बात करें तो उसके पेज के स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनको मैं पहले यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। उसके बाद कुछ मैंने फैक्टर्स ऐसे भी लिखे हैं जो आपको 2022 के लिए, स्पेशली 2022 के लिए ध्यान रखना है, ठीक है, उनको मिस नहीं करना है। जैसे सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट का मतलब ये हुआ कि ये आप देखो कि आप जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाह रहे हो क्या उनके सेपरेट पेजेस बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ठीक है, पेजेस बने हुए हैं या नहीं बने हुए। पता चला आप रैंकिंग तो करने जा रहे हो, ठीक है, आप एफर्ट्स कर रहे हो बहुत सारे, बट उसका डेडिकेटेड पेज ही नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट और ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारा टाइटल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। जो भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो कि किन कीवर्ड्स के ऊपर जो हमारा ये पर्टिकुलर पेज है उसको हम लोग टारगेट करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारा ये पेज रैंक हो, तो उस पेज का जो टाइटल होगा आप देखोगे कि उसमें आप कीवर्ड्स लिखो, और केवल कीवर्ड्स लिखना ही नहीं, ऐसा नहीं कि आपको स्पैम करके कीवर्ड्स लिख देना है। ये सारी चीजें पहले काम कर जाती थी, आज के टाइम में सारी चीजें काम नहीं करेंगी। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा वर्ड यहां पर और लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइज टाइटल। हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो टाइटल हो ना वो ऑप्टिमाइज हो। इसी तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को रखना है और डिस्क्रिप्शन में भी ऑप्टिमाइज तरीके से रखना है। ऑप्टिमाइज तरीके से यहां पर जो मतलब है वो ये हुआ कि नेचुरल वे में हमें इंसर्ट करना है। ऐसा ना लगे कि मैंने जबरदस्ती ना कुछ स्पैमिंग कर दी है, या 5 जगह 6 जगह या 8 जगह 10 जगह हम लोगों ने केवल और केवल कीवर्ड्स ही जो है वो स्टफ कर दिया। जो हमारे हेडर टैग्स होते हैं, जो हमारे H1 से H6 तक के टैग्स होते हैं, उनको हमें प्रॉपर्ली यूज करना है, ताकि जो हमारा कंटेंट है हमारी वेबसाइट का या जो हमारे वेब पेज का कंटेंट है उसको हम प्रॉपर स्ट्रक्चर दे पाएं। स्ट्रक्चर मतलब हेडिंग्स के फॉर्म में हम लिख पाएं, जो हमारा पैराग्राफ है उसके फॉर्म में लिख पाए। ऐसा नहीं कि एक साथ उठाया और सारे का सारा कंटेंट ना पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया। गूगल को ये चीज पसंद नहीं है। गूगल का जब क्रॉलर आएगा तो वो ये समझने की कोशिश करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो कंटेंट आपके वेब पेज के ऊपर होना चाहिए था उसको आपने कितने जबरदस्त तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपने लिखा हुआ है, उसको कितने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया है, ऑप्टिमाइज किया। तो दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब आप ये मत केवल सोचो कि मैंने कीवर्ड रिसर्च कर ली, मैंने 4 कीवर्ड्स निकाले, अब सर मेरे को बस ये बता दें कि ये के कीवर्ड्स मुझे कहां-कहां रखने और मेरा पेज जो है वो रैंक हो जाएगा। अब ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम अब बहुत सारी और भी चीजों को कंसीडर करने लगे हैं और आपको उन सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर इमेज का साइज, लोडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है वो इमेज क्या इंफॉर्मेशन कैरी करती है, ये सारी चीजें। इंटरनल लिंकिंग एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये हमारा कंसीडर होता है ऑन पेज एसईओ के अंदर ही। डेप्थ ऑफ द कंटेंट मतलब कि आपको कंटेंट ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऊपर निकाल देना है। आप कंटेंट को अगर लिख रहे हैं किसी ब्लॉग में तो आप मेक श्योर करें कि आप डिटेल्ड कंटेंट थोड़ा लिखें, ठीक है, सारे पॉइंट्स आप उसके कवर करें ताकि जो कंटेंट है उसकी आप डेप्थ तक पहुंच सके। अगर डेप्थ बहुत ज्यादा आप नहीं करना चाहते तो आप ये तो एटलीस्ट मेक श्योर करें कि आपका जो कॉम्पिटिटर है आप उससे बेहतर जो है वो कंटेंट लिखें, ठीक है, उससे बेहतर आपके कंटेंट की डेप्थ होनी चाहिए। देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीमा मार्कअप्स का जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी आपके ऑन पेज एसईओ में ही आता है। तो आप मेक श्योर करें कि रिलेवेंट स्कीमास जो है वो आप लगाएं। ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल, जो मैं पेज स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, उसके जो यूआरएल्स होते हैं वो भी जो हम लोगों ने कीवर्ड्स वगैरह सेलेक्ट किए हुए हैं, किस कीवर्ड के लिए हमें उस पर्टिकुलर पेज को रैंक कराना है, उसके हिसाब से वो ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। तो ये मैंने कुछ मेजर सी चीजें लिखी। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ द कंटेंट, तो डेप्थ ऑफ द कंटेंट में ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि कहां पर हमें कीवर्ड्स रखने हैं, कितने हमें कीवर्ड्स रखने हैं, स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से बनाना है, कितने वर्ड्स का हम कंटेंट लिखें। तो ये अपने आप में ना फिर और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाली बात है। बट अभी हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एसईओ है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ऑन पेज एसईओ एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी अगर हम 2022 की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है ये तो समझ में ही आ जाएगा, ठीक है, बट क्या ध्यान रखना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विद रिगार्ड्स टू 22, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात यूजर का एक्सपीरियंस। ठीक हो, गूगल आज के टाइम में इसको भी काटर कर रहा है कि जब यूजर किसी भी कीवर्ड को एंटर करके आपके पेज के ऊपर आता है तो वो पेज के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत पेज के ऊपर आया और तुरंत पेज से बाहर निकल गया। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको जो हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ था इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों का, राइट। तो इन सारी चीजों को करोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। CTR दैट इज क्लिक थ्रू रेट का ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च इंटेंट। अगर यूजर
सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर यूजर सर्च कर रहा है फिटनेस टिप्स, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही कीवर्ड ना आपने हर जगह चिपका दिया और अगर यही कीवर्ड नहीं चिपका रहे हैं आप तो फिर उससे रिलेटेड आप कोई कंटेंट नहीं लिख रहे। देखो गूगल इस तरीके से काम करता है कि यूजर ने जो ये क्वेरी करी, ठीक है, क्या आपके पेज के ऊपर जो कंटेंट है, ठीक है, उस पे जो भी कंटेंट आपने अपने पेज के ऊपर मेंशन किया है उससे ये रिलेवेंट है या नहीं है, यूजर की जो इंटेंट थी सर्च करने की उससे रिलेवेंट उसको यहां पर आंसर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो द इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिगार्ड्स टू 2022। अब वो टाइम गया भाई जब ऐसे देखा जाता था कि यूजर ने एग्जैक्टली जो सर्च किया वो अगर हमारे पेज में हर जगह पे है तो हमारा जो पेज है वो रैंक हो जाएगा, ठीक है। आज भी वो चीज है, वो चीज एग्जिस्ट करती, उसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हमें कहां पर रखना है अपने पेज के अंदर, बट वही नहीं है, पहले वही था केवल, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पेज की लोडिंग स्पीड आज के टाइम में मैटर करती है, कंटेंट की डेप्थ आज के टाइम में मैटर करती है, एंगेजमेंट रेट मतलब हमारे पेज के साथ यूजर का एंगेजमेंट, यूजर कितने टाइम तक रिटेन कर रहा है हमारे पेज के ऊपर, कितने अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, जो हमारे इंटरनल लिंक्स हैं उनके ऊपर क्लिक करके दूसरे पेजेस के ऊपर जा रहा है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स आपको मेक श्योर करना है कि ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव हों और यूजर के एक्सपीरियंस को और बेहतर करें, ठीक है। ईट फ्रेमवर्क ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कंटेंट आपके पेज के ऊपर होगा मेक श्योर करें कि उस कंटेंट में एक्सपर्टाइज हो, अथॉरिटेटिवनेस हो, ठीक है, मतलब कुछ ओरिजिनल जेन्युइन लगे वो कंटेंट एंड ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, ट्रस्टी हो वो कंटेंट। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो एल्गोरिथम है ना वो यूजर सेंट्रिक होता जा रहा है, वो यूजर सेंट्रिक होता जा रहा है। कोई भी सिग्नल अगर एल्गोरिथम को ऐसा मिलेगा कि जो आपका कंटेंट है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर के अकॉर्डिंग नहीं है, उस कंटेंट को रैंक कराने में डेफिनेटली 200% आपको चैलेंजेस आएंगे और ये चीज रहेगी 2022 में रहेगी, उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में गूगल बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में जो हमारे दूसरे सर्च इंजन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका जो प्राइमरी एम है ना वो यही है कि यूजर की इंटेंट को कैसे सेटिस्फाई किया जा सके, कैसे यूजर को केवल गूगल के ऊपर रखा जाए। क्योंकि देखो जितना टाइम वो गूगल के ऊपर रहेंगे उतने वो एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, तो एक्चुअली जो रेवेन्यू है किसको जाएगा, वो गूगल को ही जाएगा। तो एक चीज का अगर केवल गूगल ध्यान रख ले कि यूजर सेटिस्फाई रहना चाहिए तो गूगल का कितना ज्यादा फायदा है, और अगर उसी चीज का आप ध्यान रख लें कि आपके वेबसाइट के थ्रू जो यूजर को इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो कंटेंट मिल रहा है वो सब रिलेवेंट है, वो सारा जेन्युइन है, वो सारा ओरिजिनल है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और किस डायरेक्शन में ऑन पेज एसईओ बढ़ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वर्किंग ऑफ सर्च इंजन्स गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि जो हमारे सर्च इंजन्स होते हैं किस तरीके से काम करते हैं। जब एक यूजर सर्च इंजन के ऊपर जाता है, कुछ क्वेरी करता है, तो उसके रिस्पांस में उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में बहुत सारे रिजल्ट्स दिखते हैं। ये रिजल्ट्स आखिर किस तरीके से आते हैं, गूगल इन रिजल्ट्स को किस तरीके से शो कराता है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, वही कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स ही क्यों एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमें दिखाई देती हैं, इन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और जो बेसिक्स स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कि सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को समझेंगे। तो एक तरीके से ये भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, इन सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं। हम लोग आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, बट अभी हम लोग को एक ओवरऑल ओवरव्यू लेना है कि जो हमारे सर्च इंजन्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइस यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं गूगल की, ठीक है, तो गूगल एज अ सर्च इंजन को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो गाइस गूगल के पास अपने कुछ क्रॉलर्स होते हैं, कुछ बॉट्स होते हैं। क्रॉलर्स को एक्चुअली हम लोग बॉट्स बोलते हैं या इन्हीं को हम लोग स्पाइडर्स भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें एक ही चीज को जो है वो डिनोट करते हैं। और एक्चुअली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि क्रॉलर्स, बॉट्स या स्पाइडर्स क्या होते हैं, तो ये कुछ नहीं, सिंपल से प्रोग्राम्स होते हैं, या इनको आप ये बोल सकते हो कि ये एक सॉफ्टवेयर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल जो बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स है ना, उन वेबसाइट्स को विजिट करते रहते हैं, उन वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो अब इंटरनेट के ऊपर तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि 2, 4, 5 वेबसाइट्स हैं जो बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर्स या बॉट्स जो हैं वो
इन वेबसाइट्स को विजिट कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वेबसाइट्स बननी बंद हो गई, रेगुलरली नई नई वेबसाइट्स आती रहती हैं। और इन क्रॉलर्स का, बॉट्स का और स्पाइडर्स का काम ही यही है कि इन जितनी भी वेबसाइट्स नई नई आ रही हैं इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करना, राइट। तो जो प्राइमरी मेथड है इन वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करने का, मतलब क्रॉलर को कैसे पता चलेगा कि कोई एक नई वेबसाइट आ गई है, उसके ऊपर विजिट हमें करना है, उस नई वेबसाइट को स्कैन करना है, क्रॉल करना है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, इसके लिए वो जो प्राइमरी मेथड यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली लिंक, ठीक है। जैसे कोई क्रॉलर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर है जिसका नाम है W1 और मान के चलते हैं एक नई वेबसाइट बनी W2 और W2 का अगर लिंक यहां W1 के ऊपर अवेलेबल है तो यहां से क्रॉलर अगर इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो यहां से एक क्रॉलर जो है ना वो W2 वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा या पहुंच जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि गाइस बहुत सारे जो वेबसाइट ओनर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सभी जो वेबसाइट ओनर्स हैं वो अपना गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाते हैं और उस गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट के वजह से जो बॉट्स हैं वो इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं। तो अगर सवाल ये है कि कोई बॉट हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा या नहीं करेगा, या किस तरीके से करेगा, क्या सोर्सेज हैं, तो गाइस किसी ना किसी सोर्स से जो क्रॉलर्स होते हैं वो वेबसाइट तक पहुंच ही जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है वेबसाइट को क्रॉल करने में या वेबसाइट तक विजिट करने में, बट हाँ किसी ना किसी तरीके से जो क्रॉलर्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर पहुंच ही जाते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि क्रॉलर्स या बॉट्स या स्पाइडर्स जो होते हैं वो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। गाइस जब हम बात करते हैं क्रॉलिंग की, देखो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का गाइस सीधा सा मतलब ये होता है कि बॉट या स्पाइडर या प्रोग्राम आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको, ठीक है, स्कैन करता है आपकी वेबसाइट का जो कोड है उसको और आपकी वेबसाइट के बारे में समझने की कोशिश करता है। आपकी वेबसाइट किस इंफॉर्मेशन के ऊपर है, आपकी वेबसाइट में क्या इंफॉर्मेशन, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो किस चीज का कंटेंट लिखा हुआ है ये कैसे समझता है क्रॉलर। गाइस जो हम लोग टाइटल में चीजें लिखते हैं, जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में चीजें लिखते हैं, जो हम लोग अपने कंटेंट में चीजें लिखते हैं, उसी से क्रॉलर को आइडिया होता है कि अच्छा ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है ये किस बारे में है, क्योंकि आपने टाइटल में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको मेंशन किया होता है, डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको मेंशन किया होता है, आपने कंटेंट लिखा होता है। उन सब चीजों को मिला जुला के जो क्रॉलर है वो ये समझ जाता है कि आप की जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो किस बारे में है, जो कंटेंट है वो किस बारे में है, किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्रॉलिंग, जहां पर जो क्रॉलर है या बॉट है वो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को, कोड को, इमेजेस को, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी स्कैनेबल रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज को क्रॉलर जो है वो क्रॉल करता है या स्कैन करता है। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन यहां पर कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई कि ये वेबसाइट ना न्यूज से रिलेटेड है, एक वेबसाइट का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इसको फिर जो क्रॉलर होता है वो क्या करता है, जो गूगल का डेटाबेस है उसके अंदर फिर इसको वो इंडेक्स करा देता है। इंडेक्स कराने का मतलब अपने डेटाबेस में ये स्टोर कर देगा कि देखो भैया ये एक वेबसाइट है न्यूज़ की। इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट आएगी, वो कर दिया इसने स्टोर की ये वेबसाइट है स्पोर्ट्स की। तीसरी वेबसाइट आई तो क्रॉलर ने जो डेटाबेस में स्टोर कर दिया कि ये भी वेबसाइट जो है वो न्यूज़ की है। लेट्स से यहाँ पर न्यूज़ की ना 1 लाख वेबसाइट आ गई, ऐसा हो सकता है ना। जब क्रॉलर अलग अलग न्यूज़ की वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा डेफिनेटली जब उन वेबसाइट का कंटेंट वो रीड करेगा तो क्रॉलर समझ जाएगा कि ये वेबसाइट न्यूज़ की है। तो न्यूज़ की वेबसाइट अगर उसे समझ में आ गई उसके बाद वो उन्हें इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। इंडेक्स करने का मतलब कि उनको एक सीक्वेंस देना है या एक जगह उन वेबसाइट्स की जो मैपिंग है वो करनी है कि ये वाली वेबसाइट जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड है, ये वाली वेबसाइट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये अपने गूगल की इंटरनल जो प्रोसेस है वो है, ताकि जो भी उसने क्रॉलिंग करी हुई, जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी हुई उसके बेसिस पे अपना डेटाबेस बना सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो कर दी गूगल ने, ये तो आप ऐसे समझो ये गूगल के एंड की प्रोसेस हो गई, गूगल साइड प्रोसेस हो गई। उसके बाद मान के चलते हैं यहां पर एक यूजर है, ठीक है। अब यूजर को तो ये सारी चीजें समझ में आती नहीं, एक जनरल यूजर, आम यूजर, उसको ये क्या पता कि ये सारी चीजें बैकएंड में क्या हो रही है, ठीक है। तो यूजर क्या करता है, यूजर सिंपली जाता है गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाकर वहां पर एक क्वेरी करता है, ठीक है। एक क्वेरी करता है, कुछ भी उसने क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी क्वेरी करी, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्वेरी होती है, जैसे यहां पर क्वेरी होती है, गूगल का जो एल्गोरिथम है या गूगल का जो सिस्टम है वो इस बैकएंड को चेक करता है या जो डेटाबेस है उसको चेक करता है कि ये जो क्वेरी हुई है इसके रिलेवेंट जो है ना कौन सी वेबसाइट। तो यहां पर पता चला कि यहां पर तो भाई क्वेरी हुई है न्यूज से रिलेटेड, और न्यूज से रिलेटेड तो यहां पर 1 लाख वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ये जो ऑर्डर है ये कैसे डिफाइन होगा कि पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हम सब वेबसाइट को तो पोजीशन नंबर 1 नहीं दे सकते, क्योंकि गूगल का काम क्या है, गूगल को रिजल्ट भी तो डिस्प्ले कराना है और रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, और सर्च इंजन रिजल्ट
रिजल्ट पेजेस में जो रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं उनका एक अपना ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है कि पहले नंबर पे कौन सी वेबसाइट है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी, तो वो एक सीक्वेंस होता है। तो ये जो सीक्वेंस है, क्योंकि अब ये तो पता चल गया कि इस यूजर की जो क्वेरी थी वो न्यूज से रिलेटेड थी और न्यूज की हमारे पास ये वेबसाइट है, बट इनमें से इस क्वेरी के सबसे रिलेवेंट कौन सी वेबसाइट है ये डिसाइड होता है गूगल के रैंकिंग एल्गोरिथम से, कि एक्चुअली जो रैंकिंग है वो किस ऑर्डर में और किस तरीके से मिलेगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, एक ओवरव्यू है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। क्रॉलिंग भी बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इंडेक्सिंग की अगर हम लोग बात करें बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट एक्चुअली ओवरऑल अगर हम लोग देखें मोटे मोटे तौर पर तो सर्च इंजन इस तरीके से ही काम करता है। उसके अपने बॉट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते रहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वेबसाइट के नेचर को समझते हैं, उस नेचर के बेसिस पे उस वेबसाइट को अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। और भी बहुत सारी लाखों करोड़ों वेबसाइट्स वहां पर होती हैं। यूजर की जब क्वेरी होती है तो यूजर की क्वेरी की इंटेंट से या यूजर की क्वेरी से मैच करती हुई कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं उसको गूगल मैप करता है और उनको रैंकिंग एल्गोरिथम के बेसिस पे आपको शो करा के देता है। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो गूगल का सर्च इंजन है या जो एक क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये सारी प्रोसेस है, ये इस तरीके से काम करती हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों गूगल सर्च कंसोल को हम लोग वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं या क्यों अपनी वेबसाइट को हम लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो गाइस लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा गूगल का सर्च इंजन है वो काम करता है और किस तरीके से क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग होने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, जिनके ऊपर भी हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी वेबसाइट जो है वो दिखती है या हमारी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखती है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने समझा था और जब हम लोग प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो हमारी भी जो वेबसाइट होगी वो कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंकिंग को गेन करेगी। गाइस इन्हीं सब प्रोसेस में हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से जो क्रॉलर है वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है या एक वेब पेज से जो है दूसरे वेब पेज के ऊपर विजिट करता है। तो गाइस हम लोगों ने बात करी थी, लेट से अगर ये वेब पेज 1 है, ये वेब पेज 2 है, ये वेब पेज 3 है और ये वेब पेज 4 है, तो लेट से क्रॉलर, गूगल का जो क्रॉलर है वो आता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर और यहां पर आने के बाद इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेता है क्रॉल करने के बाद, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वो इसको इंडेक्स कर देता है। ठीक है, बट गाइज आप इस बात को समझने की कोशिश करो, क्रॉलिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है, इंडेक्सिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है। क्या ये नहीं हो सकता कि कभी कुछ इंडेक्सिंग में एरर ना आए? क्या ये नहीं हो सकता कि कभी क्रॉलिंग में कोई एरर ना आए? क्या ये नहीं हो सकता कि कभी कभी जब गूगल का क्रॉलर इस पेज के ऊपर आए तो ये पेज क्रॉल ही ना हो पाए? या कोई भी रीजंस हो सकते हैं क्रॉलेबिलिटी में, इंडेक्सिबिलिटी में। तो गाइस ये सारे कंसर्न है, राइट? अब इन सारे कंसर्न्स के बारे में हमें कहां पता चलेगा या किस तरीके से पता चलेगा? तो गाइस इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है गूगल सर्च कंसोल की, राइट? तो गाइज अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर गूगल सर्च कंसोल है, हमारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से कनेक्टेड है, तो गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड के अंदर हम जाकर देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोई क्रॉलेबिलिटी को लेकर इशू तो नहीं है, हमारी वेबसाइट में कोई इंडेक्सिबिलिटी को लेकर इशू तो नहीं है। मतलब अगर गूगल हमारे इस वेब पेज को क्रॉल ही नहीं कर पाया प्रॉपरली तो इंडेक्स कैसे करेगा? और अगर ठीक तरीके से इंडेक्स नहीं कर पाया, जिन भी टाइप के कीवर्ड्स या जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उसे इंडेक्स कराना चाहते हैं वो इंडेक्स ही नहीं कर पाया, तो फिर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे? तो गाइस गूगल ने हमें एक टूल दे रखा है कि देखो भाई ये गूगल सर्च कंसोल है, इसको कनेक्ट कर लो आप अपनी वेबसाइट से। इंडेक्सिबिलिटी, क्रॉलिंग, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो आपके सारे इश्यूज इस गूगल सर्च कंसोल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। यहां से सजेशंस भी आपको मिल जाएंगे और उन सजेशंस के बेसिस पे फिर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये तो इश्यूज वाली बात हुई, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो गूगल का क्रॉलर होता है वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता है, ठीक है। लेट्स से ये आज मैंने वेबसाइट बनाई, इट्स अ न्यू वेबसाइट जो आज मैंने क्रिएट करी। अब इस वेबसाइट तक क्रॉलर कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब तक क्रॉलिंग नहीं होगी, जब तक इंडेक्सिंग नहीं होगी, तब तक समझ लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। जब तक गूगल को ही आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, गूगल को ही आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, तो कोई यूजर अगर गूगल से पूछेगा तो वो बताएगा क्या, है ना? तो गाइज ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है, बट आज के टाइम में तो सारी वेबसाइट जल्दी ही क्रॉल हो जाती है, इंडेक्स हो जाती हैं। बट प्रोसेस ये होती है कि गूगल का क्रॉलर यहाँ इस वेबसाइट पे आया, यहाँ हो सकता है कुछ लिंक्स मेंशन हो जिससे वो इस वेबसाइट तक पहुंच जाता है, या इस वेबसाइट तक पहुंच जाता है, इस वेबसाइट पे इस वेबसाइट का लिंक मेंशन हो तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। इस तरीके से वो वेब पेजेस टू वेब पेजेस और वेबसाइट टू वेबसाइट क्रॉल करता रहता है, और जो भी वेबसाइट वेब पेजेस को मिलते जाते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन स्कैन करके, रीड करके, कोड रीड करके अपने इंडेक्स में रखता जाता है। बट
गाइज गूगल भी ये चाहता है कि दुनिया में जितनी भी नई वेबसाइट्स बन रही हैं, दुनिया में जितना भी कंटेंट बन रहा है, उस सब की इंफॉर्मेशन गूगल के पास हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया में कोई भी यूजर अगर कुछ सर्च करना चाहे तो गूगल के ऊपर ही आकर सर्च करे। तो गूगल के ऊपर भी आकर कोई क्यों सर्च करेगा जब तक गूगल के पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो सारी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सारी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन, राइट। तो गूगल भी चाहता है कि अगर कोई वेबसाइट नई बनी हुई है तो जल्दी से जल्दी ना वो इंडेक्स हो जाए, जल्दी से जल्दी वो क्रॉल हो जाए, और अगर क्रॉलिंग में और इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है सोल्यूशन दिया जा सके और उसको प्रॉपरली तरीके से क्रॉल किया जा सके, अगर वो वेबसाइट जेन्युइन है तो। देखो अगर वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, वो वेबसाइट सही नहीं है, गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से वो वेबसाइट नहीं है, तो वैसे भी गूगल उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में डिस्प्ले नहीं करेगा और उसको जो है ना वो बाहर कर देगा। फाइन। तो गाइस इसके लिए गूगल ने हमें दिया हुआ एक टूल विच इज कॉल्ड एज गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल कहता है आप आओ अपनी वेबसाइट को लेकर और वेबसाइट को आप अपने गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर दो, ताकि जो हमारा क्रॉलर है ना उसको आपकी वेबसाइट को स्कैन करने में भी कोई समस्या ना हो, मतलब क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में, और अगर कोई समस्या आती भी है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो सारी आपको दे सके। तो गूगल सर्च कंसोल को ही पहले एक दूसरे नाम से जाना जाता था विच वॉज लाइक वेबमास्टर्स टूल। आज के टाइम में इसको गूगल सर्च कंसोल के नाम से जाना जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही गूगल सर्च कंसोल के इंटरफेस में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं और ये आप मान के चले कि आगे भी जो चेंजेस हैं वो होते रहेंगे। थोड़ा सा आप अपने आप को अपडेट रखें। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में मैं ये रिकमेंड करता ही हूं कि आप अपने आप को अपडेटेड जरूर रखें, ठीक है। क्योंकि देखो अगर लुक एंड फील में चेंज आ रहा है तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर फीचर्स में, फंक्शनैलिटीज में चेंजेस आ जाते हैं तो वो एक थोड़ी सी जो है समझने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर गाइस आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है, प्रैक्टिकली इस चीज को देखना है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास हमारी एक डेमो वेबसाइट है। दिस इज द डेमो वेबसाइट जिसको हम लोग यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए, और यहां पर हमारे पास गूगल सर्च कंसोल के जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन है, ठीक है। तो अगर आपका कोई अकाउंट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर नहीं है तो आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अगर जाएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने पहले अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से अगर आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना रखा है और फिर आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाते हैं तो डायरेक्टली आप उसी के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। काफी बेसिक चीज है। देन वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, ठीक है। जैसे ही मैं स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं गाइस और यहां पर जो 3 लाइंस है यहां पर मैं आता हूं तो आप देख सकते हो ये अभी मुझे नॉट वेरीफाइड दिख रहा है। तो एक बार के लिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है। रिमूव प्रॉपर्टी कर देता हूं एक बार के लिए ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश चीज दिखे। देखो यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो जब कभी भी आप भी पहली बार जाएंगे तो भी आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा अगर आप पहली बार गूगल सर्च कंसोल को और अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने वाले। भाई जैसे आप यहां पर आएंगे यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। ये बोल रहा है कि आप अपने डोमेन के बेसिस पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं या आप यूआरएल प्रीफिक्स के बेसिस पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोनों ही चीजों में मैं आपको डिफरेंस यहां पर क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइस पहले हम लोग यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने जैसे आपका जो यूआरएल है, वेबसाइट जो है, मान लेते हैं वो आपकी वेबसाइट है umartaski.com, ठीक है। एंड यहां पर हम लोग मान लेते हैं https, ठीक है, www.umartaski.com, ये आपकी वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट को यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू सबमिट कराते हैं या यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू आप इस वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं गूगल सर्च कंसोल से, तो उस पर्टिकुलर केस में लेट से अगर आपने कोई सब डोमेन बनाया, लेट से m.umartaski.com, ये एक सब डोमेन है, ठीक है, या आपका सब डोमेन है लेट से courses.umartaski.com, या आपका सब डोमेन है academy.umartaski.com, राइट। तो इन सब डोमेन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर नहीं मिलेगी। यूआरएल प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो आपने ये यूआरएल मेंशन किया बस इसी के बाद जो चीजें होंगी उन्हीं से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वही सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। तो सब डोमेन नहीं कनेक्ट होगा। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, इंक्लूड्स ओनली यूआरएल्स विद द स्पेसिफिक प्रीफिक्स इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल। इफ यू वांट योर प्रॉपर्टी टू मैच एनी प्रोटोकॉल और सब डोमेन कंसीडर एडिंग अ डोमेन प्रॉपर्टी। तो अगर आपको लगता है कि आपको भाई इस चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि courses.umartaski.com या academy.umartaski.com के ऊपर भी किस टाइप से जो ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस है वो आ रही है, उसकी भी आपको इंडेक्सिबिलिटी, क्रॉलेबिलिटी, इन सारी चीजों को स्टडी करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका काम यूआरएल प्रीफिक्स से नहीं होगा, आपको डोमेन प्रॉपर्टी जो है उसके बेसिस पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हो, अगर यूआरएल प्रीफिक्स के ही बेसिस पे करना है आपको, तो एक बार आप इस प्रॉपर्टी को सबमिट करोगे और एक बार आप इस प्रॉपर्टी को सबमिट करोगे academy.umartaski.com को, राइट।
तो ये दो अलग अलग जो है आपकी प्रॉपर्टीज सबमिट होंगी किसके अंडर, यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर। वरना अगर आप केवल डोमेन प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे हो तो सिंपली आपको जाना है uberthesky.com सबमिट कर देना है, उससे रिलेटेड सब कुछ जो है ना वो इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। देखो, अ डोमेन लेवल प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स ऑल द सब डोमेन्स एंड मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यहां पर ये HTTPS को और HTTP को अलग प्रॉपर्टी कंसीडर करेगा यूआरएल प्रीफिक्स में। लेट्स से आपने HTTP कोलन, ठीक है, //umerthesky.com किया, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। HTTPS कोलन //umerthesky.com, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो दोनों की अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। फाइन, तो ये समझिए आपकी यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है और डोमेन जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होता है। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे मैंने ये मेंशन किया, ठीक है, HTTP, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं, http://example.com अगर मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है तो आप देख सकते हो ये इसको तो मार्क कर लेगा, मतलब इसके जो क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। बट ये देखो एस वाला नहीं होगा, ठीक है, और उसी के साथ साथ इसमें www नहीं है, तो यहां पर देखो www नहीं होगा, ठीक है, ये डज नॉट मैच, यहां पर सब कुछ हो जाएगा। फाइन, क्लियर हो गया आपको कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं फिर से एक बार आ चुका हूं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। इस बार मैं क्या करता हूं, यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू जो हमारे गूगल सर्च कंसोल है और जो हमारी वेबसाइट उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं ये मेंशन कर दूंगा, ठीक है, कॉपी करता हूं मैं यहां से, इस चीज को मैं मेंशन करता हूं और मैं कंटिन्यू करूंगा यहां से। चेकिंग वेरिफिकेशन, अब ये हमें एक कोड देगा। अब यहां पर आप देख सकते हो चेकिंग वेरिफिकेशन करने के बाद ये हमें हमारी जो ओनरशिप है उसको वेरीफाई करने के ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, या फीचर ये हमको बता रहा है कि भाई हमें जो है ना अपनी वेबसाइट की ओनरशिप यहां प्रूव करनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि umerthesky.in जो है ना ये मेरी ही वेबसाइट है। तो इसने वेरिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स हमें दे रखे हैं। इसने बोला कि हमारे पास एक HTML फाइल का मेथड है, ठीक है, इस फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी जो रूट डायरेक्टरी है उसमें हम जाकर सी पैनल में जाकर अपनी होस्टिंग में जाकर वहां पर सबमिट कर सकते हैं। सेकंड तरीका यह है कि हमें ये एक HTML टैग देता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने जो हमारी वेबसाइट है उसके हेड सेक्शन में, ठीक है, बिफोर द बॉडी सेक्शन, इसको हम लोग कर सकते हैं। थर्ड जो है वो गूगल एनालिटिक्स का जो मेथड है वो है, मतलब अगर आपने इसी गूगल आईडी से गूगल एनालिटिक्स पहले ही अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है तो यहां सिंपली आपको वेरीफाई करने की जरूरत है, वो वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगा सकते हैं और DNS के थ्रू लगा सकते हैं। अब DNS में आपको यहां पर जो है ना पूरे स्टेप्स दिए हुए कि किस टाइप से आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड्स को DNS कॉन्फ़िगरेशन में जो है ऐड करना होता है। तो गाइस यहां पर जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ये URL बेस्ड जो हमें वेरिफिकेशन करना है उसकी, अगर हम डोमेन वेरिफिकेशन करते, डोमेन प्रॉपर्टी ऐड करते, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास केवल यही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो एक बार मैं ये HTML टैग को यूज करने वाला हूं। ये जो हमें टैग यहां पर दिख रहा है इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में हम लोग इसको यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट के बैकएंड में हमें जाना पड़ेगा। वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो बहुत ईजी है, वर्डप्रेस की वेबसाइट में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही सारा काम कर दें। तो गाइस यहां पर WP एडमिन में लॉग इन करके हम लोग इसके बैकएंड में आ चुके हैं। अब गाइज हमें सिंपली जाना है अपीयरेंस वाले सेक्शन में, ठीक है, अपीयरेंस में हम थीम एडिटर में चले जाएंगे यहाँ पर। तो गाइज अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप इस चीज को इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है और डेवलपर का सपोर्ट है आपके पास तो फिर जो आपको ये HTML एक टैग दिया हुआ है इसको आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं और उसको बोल सकते कि वो बैकएंड में जाकर ना इस कोड को हेड सेक्शन में इंप्लीमेंट कर दे, और जब वो इंप्लीमेंट कर देगा उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोग आ चुके हैं थीम एडिटर में, और थीम एडिटर के बाद आपको जाना है header.php में। ये आप देख रहे हो यहाँ पर header.php, सिंपली आप चले जाओ header.php में, और header.php में यहाँ पर आप देखो हेड सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, हेड सेक्शन ये है और ये बॉडी सेक्शन है 21st लाइन के ऊपर। तो आपको हेड सेक्शन के अंदर और बॉडी सेक्शन से पहले इस कोड को जो है वहां पर इंप्लीमेंट करना है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर ये जो हमारा HTML कोड है इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ और सिंपली हम लोग को नीचे आना है और अपडेट कर देना है अपनी फाइल, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इस कोड को इंप्लीमेंट करना। जब हम यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई। कोई भी मेथड से आप जो कोड है या तो फिर आप गूगल सर्च कंसोल है कुछ भी आप इंप्लीमेंट करो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी हमारी जो ओनरशिप है वो वेरीफाई हो गई और हम सीधे चले जाएंगे गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो ये नया वाला गूगल सर्च कंसोल है इसलिए इसने मुझे इस टाइप से कुछ गाइडेड स्टेप्स जो है वो शो कराए हैं, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। इसी आईडी के ऊपर
अगर आपको फर्दर दूसरे भी आपकी कोई वेबसाइट है उसको ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टीज बेसिकली वेबसाइट, तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब वेबसाइट। हमें यहाँ पर डेटा नहीं दिख रही क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है, बट ओवर द टाइम आप देखोगे कि यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी डेटा जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको गूगल सर्च कंसोल को और आपकी जो वेबसाइट है उसको कनेक्ट करना है, या गूगल सर्च कंसोल में आपको अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। दोनों लगभग एक ही चीज है और क्या प्रोसेस है। गाइस डोमेन प्रॉपर्टी भी हम लोग ऐड करते हैं और साथ ही साथ जो हमारी यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं गूगल के, या जो गूगल का कोर एल्गोरिदम है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, ये किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि गाइस हमें एक चीज क्लियर है, वो ये है कि जब कभी भी कोई यूजर गूगल के ऊपर क्वेरी करता है तो उस क्वेरी के रिस्पॉन्स में उस यूजर को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। और गाइस ये जो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं ये बेसिकली दिखाई देते हैं एल्गोरिदम के थ्रू ही, यानी कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये एल्गोरिदम ड्रिवन है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ये एल्गोरिदम ड्रिवन है। इसके ऊपर जो भी रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं वो एल्गोरिदम से ही आते हैं। तो गाइस गूगल एज अ कंपनी या गूगल का जो मेन विजन है उसके हिसाब से वो अपने एल्गोरिदम को हमेशा ना अपडेट करता रहता है ताकि जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स हैं वो यूजर को दिए जा सके। सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल में जो एल्गोरिदम है इसका मतलब क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेट्स के साथ गूगल के सिस्टम के अंदर आ चुके हैं या गूगल की जो कोर एल्गोरिदम है उसका पार्ट हो चुके हैं और जिनको हटाया नहीं जा सकता, वो किस तरीके से काम करते हैं इनको हम लोग समझने वाले हैं। और गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं केवल आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या एल्गोरिदम्स के बारे में। इन एल्गोरिदम्स और इन अपडेट्स के ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊंगा कि अलग अलग एल्गोरिदम्स का क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वो पेनलाइज करते हैं एक वेबसाइट को, और अगर हमें हमारी वेबसाइट को पेनल्टी से बचाना है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और गूगल सर्च के रिस्पेक्ट में जो एल्गोरिदम है उसका मतलब क्या है। गूगल एल्गोरिदम सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम्स हैं, एक्चुअली ये प्रोग्राम्स कह लो, आप सॉफ्टवेयर्स कह लो, इनको कोड्स कह लो, राइट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दीज आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम इट्स सर्च इंडेक्स एंड इंस्टेंटली डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर अ क्वेरी। तो जो भी क्वेरी यूजर करेगा उस के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वेबसाइट उसकी क्या हो सकती है, ये जो डिलीवर करने का काम है ना ये मेक श्योर करते हैं गूगल के एल्गोरिदम। तो गूगल तो हमेशा चाहता है ना कि वो यूजर को हमेशा बेस्ट से बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो दिखा सके, और इसी वजह से जो गूगल का एल्गोरिदम है उसमें ये फ्रीक्वेंटली ना बहुत सारे चेंजेस करता रहता है रेगुलर बेसिस पर। कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस होते हैं या आप इसको ऐसे कह लो कि बहुत ही मेजर अपडेट्स होती हैं जिनका तो हमें ध्यान ही रखना है। कुछ एक छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जिनका हमें एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि गूगल ने अपडेट करी भी है या नहीं करी है, लेकिन कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स होती है जो कि ब्लॉग्स के थ्रू या गूगल के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके थ्रू आपको किसी ना किसी तरीके से पता ही चल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर एल्गोरिदम्स की या कुछ मेजर अपडेट्स की गूगल के रिस्पेक्ट में, और इनका मतलब क्या है और ये अपडेट्स किस चीज को चेक करती है, ये अपडेट्स क्यों बनाई गई, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। जो सबसे पहले एल्गोरिदम मैंने लिखा हुआ है जो इंट्रोड्यूस हुआ था पांडा के नाम से ईयर 2011 में। अब ये जो अपडेट है या ये जो एल्गोरिदम का पार्ट है ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना उसको चेक करता है कि आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है, आपके जो कंटेंट की लेंथ है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है, आपके कंटेंट से कोई मीनिंग निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो आपके कंटेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को चेक करता है पांडा का अपडेट या पांडा एल्गोरिदम आप इसको कह सकते हो। तो अगर आपने बहुत ही थिन कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे 2-3 लाइन आपने लिखी हुई है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो पांडा है ना वो आपको बच के निकलने नहीं देगा और आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां बैठा हुआ है पांडा और ये रिलीज हुआ था ईयर 2011 में। तो अब आप समझो आज हम बात कर रहे हैं 2021 की और 2021 भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 2022 आने वाला है। तो लगभग 10 साल पहले ना गूगल ने ये रियलाइज कर लिया था कि थिन कंटेंट टिकने वाला नहीं, और आज भी हम लोग
स्पैमी टेक्निक्स और ये सारी चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं, 4, 6, 8, 10 लाइन का केवल कंटेंट लिखना चाहते हैं। बट गाइज आप समझो कि पांडा की वजह से ना जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांडा इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में और ये है गूगल के कोर एल्गोरिथम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। उसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें, जो हमारे पास सेकंड अपडेट है, सेकंड जो पार्ट है कोर एल्गोरिथम का, दैट इज एक्चुअली पेंगुइन। ठीक है, तो पेंगुइन रिलीज हुई 2012 में और इसने ना ब्लैक हैट एसईओ जो होती थी, मतलब जो एसईओ की स्पैमिंग होती थी, लिंक फार्मिंग जो होती थी, उसको खत्म कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो अभी भी लिंक फार्मिंग वगैरह करते हैं या ब्लैक हैट एसईओ को यूज करते हैं बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करने में, उनको आज नहीं तो कल ना पेंगुइन किसी ना किसी तरीके से पकड़ ही लेगी, क्योंकि पेंगुइन आज के टाइम में गूगल का जो कोर एल्गोरिथम है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पेंगुइन ये चेक करती है कि कहीं आप किसी भी तरीके से ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं कर रहे हो, लिंक फार्मिंग तो नहीं कर रहे हो, बैकलिंक्स की स्पैमिंग तो नहीं कर रहे हो, टूल्स के थ्रू बैकलिंक्स बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, अननेचुरल बैकलिंक्स तो नहीं है, खरीद बिक्री तो आप नहीं कर रहे हो बैकलिंक्स की। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखती है पेंगुइन की अपडेट। तो ये सारी चीजें क्यों करी गूगल ने? केवल इसलिए करी कि जो यूजर क्वेरी करता है उस क्वेरी के एवज में, उस क्वेरी के बदले में उसको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जा सके, किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेटेड रिजल्ट ना दिखे। क्योंकि बहुत सारे स्पैमर्स हैं जो मैनिपुलेटेड रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, तो उनको मैनिपुलेटेड रिजल्ट ना दिखे, उनको सही रिजल्ट दिखे, राइट। उसके बाद हम अगर थर्ड एल्गोरिथम की बात करें, दैट इज एक्चुअली पिजन। पिजन रिलीज हुई 2014 में और इसका काम यह है कि ये प्रॉक्सिमिटी को चेक करता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब यह है कि जैसे कोई एक यूजर है, ठीक है, और ये यूजर बैठा हुआ है लेट से लखनऊ में, ठीक है, और क्वेरी कर रहा है ये लखनऊ से ही, ठीक है, लखनऊ में बैठ के लखनऊ से क्वेरी कर रहा है, लेट से पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में सर्च कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो लखनऊ के पैकर्स एंड मूवर्स हैं उनको प्रायोरिटी मिले, ठीक है। तो यूजर की क्या लोकेशन है, यूजर किस लोकेशन से किस चीज को सर्च कर रहा है, वहां की जो प्रॉक्सिमेट रिजल्ट्स हैं, प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पे, उनकी चीजों को समझ के यूजर को प्रॉपर और एप्रोप्रिएट रिजल्ट दिखाया जा सके। वही लिखा हुआ है लोकल सर्च से रिलेटेड ये एल्गोरिथम है डिजाइन टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्वेरी एंड लोकेशन। तो ये भी जो यूजर का सर्च का एक्सपीरियंस है या जो यूजर के सामने रिजल्ट्स आएंगे उनके एक्सपीरियंस को ये वाला जो हमारा अपडेट है ये एनहांस करता है। उसके बाद हमिंगबर्ड, ठीक है, हमिंगबर्ड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आई थी 2013 में और ये मेक श्योर करती है कि यूजर की जो क्वेरी है और जो भी कंटेंट उस क्वेरी के रिस्पेक्ट में जो रैंक होगा उस कंटेंट में और इस क्वेरी में आपस में रिलेवेंसी होनी चाहिए। जो मैं बार बार आपको बताता हूं कि रिलेवेंसी बिटवीन द क्वेरी एंड लाइक जो कंटेंट है जिसको आप रैंक कराना चाहते हो, ये बेस है एसईओ का, ये एसईओ का बेस है, ये मैं बार बार आपको बताता हूं। और ये चीज मेक श्योर होती है, मतलब कौन इस गलती को पकड़ता है कि रिलेवेंसी है या नहीं है। अगर रिलेवेंसी नहीं होगी तो अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज से बाहर होते हैं या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमिंगबर्ड। क्योंकि हमिंगबर्ड ये मेक श्योर करता है कि क्वेरी की इंटेंट में और कंटेंट में रिलेवेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेरी में और कंटेंट में रिलेवेंसी का ये मतलब बिल्कुल आप मत समझिए कि यहां पर जो हमने कीवर्ड्स यूज किए सेम हम यहां पर उठा के चिपका देंगे तो वो रिलेवेंसी होगी, नहीं। क्वेरी की इंटेंट में, ठीक है, तो क्वेरी के आसपास जैसे आपका कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड है, उसके आसपास का क्या कंटेंट है उसको भी समझता है जो ये हमिंगबर्ड का एल्गोरिथम है, ये उसको भी समझता है और उसके बेसिस पर यूजर क्या क्वेरी कर रहा है, अगर उसमें रिलेवेंसी होती है तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कीवर्ड अगर हम स्टफ करेंगे तभी होगा, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, कितनी जगह पर हमने कीवर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड स्टफ किया या नहीं किया, उसी पे ध्यान देंगे तभी हमारी वेबसाइट रैंक होगी, ऐसा नहीं है। हमिंगबर्ड ये मेक श्योर करता है कि जो कंटेंट है और इस कंटेंट में जो कीवर्ड्स आपने यूज किए उनके साथ साथ आपने दूसरा क्या कंटेंट यूज किया हुआ है, ठीक है, और जो यूजर की क्वेरी थी उसकी इंटेंट के हिसाब से ये कंटेंट मैच कर रहा है नहीं। अगर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, हमिंगबर्ड के एग्जाम में आप पास हो जाएंगे और आपकी जो रैंकिंग है उसके इंप्रूव होने के चांसेस होंगे। अब गाइस ऐसा नहीं कि हमिंगबर्ड का ही केवल आपने ध्यान रखा, बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें गूगल का जो कोर एल्गोरिथम है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यही सारी चीजें मिलाकर जो गाइडलाइंस है गूगल की वो बनाती हैं। देन गूगल पे डे अपडेट जो है, ये एल्गोरिथम अपडेट जो 2013 में आई थी गाइस, इस टाइम हुआ क्या था, बहुत सारा ना कंटेंट इस टाइप का बनने लगा था जो बेसिकली मिसलीडिंग कंटेंट था या कसिनो से रिलेटेड कंटेंट था, ठीक है, फेक लोन्स से रिलेटेड कंटेंट था, बड़ा ही गेट रिच क्विक वाली जो स्कीम्स होती है ना
वो वाला कंटेंट था। तो गूगल ने इस चीज को समझा कि ये ऐसा कंटेंट है जो बेसिकली यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर रहा है, ये इस टाइप का कंटेंट है जो काइंड ऑफ अ ट्रैप है फॉर यूजर के लिए। तो गूगल लेकर आया गूगल पेड, ठीक है, जो मेक श्योर करता है कि जो कंटेंट है वो लोन्स, बेकार की स्कीम्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर उनसे रिलेटेड कंटेंट है तो पेनाल्टी होती है वेबसाइट को। पेनाल्टी का सीधा सा मतलब यही होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आउटरैंक हो जाती है और सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से बाहर हो जाती है, राइट। तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। उसके बाद मोबाइल जेडॉन जो 2015 में रिलीज हुआ, ये एल्गोरिथम या ये एल्गोरिथम अपडेट, और ये जो एल्गोरिथम था ये चेक करता था कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, आपकी वेबसाइट सभी टाइप की जो स्क्रीन है उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि केवल आपकी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज्ड है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, मोबाइल के ऊपर जो है ठीक तरीके से नहीं दिखती। अब तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ गई। अब तो जैसे गूगल के कोर वेब वाइटल्स इंट्रोड्यूस हो गए, कोर वेब वाइटल्स, तो ये और अच्छे तरीके से ना इस चीज को चेक करने लगे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, डिवाइस फ्रेंडली है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बट इसकी शुरुआत हुई 2015 से और वहीं से हम लोग बात करने लगे थे कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। और ये चेक करना कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, इसके लिए गूगल का ही क्रॉलर आता होगा, और जो गूगल का क्रॉलर आता है दैट इज एक्चुअली गूगल मोबाइल बॉट। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो रेंडर या ओपन ही मोबाइल वर्जन में गूगल करता है इस चीज को देखने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेड अपडेट आई 2018 में, ठीक है, और ये इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ना रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एड्स है। लोग ज्यादा अर्निंग के लिए कहीं पर भी जो एड्स है उनको प्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब होता है। जैसे मेरी ये वेबसाइट है और मैं अर्निंग के लिए क्या कर रहा हूं, मेन कंटेंट के साथ ही मैंने बड़ा बड़ा एड्स जो है यहां मैंने एड्स लगा दिए। अब जो मेरा कंटेंट है वो यहां पर ठीक तरीके से दिख ही नहीं रहा है। अब अगर मेरा कंटेंट यहां ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है तो क्या हैम्पर हो रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस। और आपको पता है कि आज के टाइम में गूगल ना यूजर के एक्सपीरियंस को हैम्पर नहीं होने देना चाहता है। तो काफी लेट आई, अगर इसके रिस्पेक्ट में आप बात करो तो 2018 में जो है फ्रेड अपडेट आई, जो बेसिकली एलिमिनेट करती है उन वेबसाइट्स को जिनके पास पुअर यूजर एक्सपीरियंस है, जिनका जो प्लेसमेंट ऑफ एड्स है दैट इज एक्चुअली नॉट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब सही जगह पर नहीं है, यूजर के एक्सपीरियंस को खराब करता है। तो गाइस ये कुछ एल्गोरिथम्स है, ये कुछ मेजर एल्गोरिथम्स है, और जिनमें से मैं अगर आपको बताऊं तो ये कुछ एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंगुइन हो गया, पांडा हो गया, पिजन हो गया, ठीक है, हमिंग बर्ड हो गया, ये बेस बनाते हैं, ये गूगल के एल्गोरिथम का बेस बनाते हैं। आज हम ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग बिना मतलब ना ब्लैक हैट एसईओ के पीछे भागने लगते हैं। गाइस अगर आप सही तरीके से बैकलिंक्स बनाओगे वेबसाइट रैंक होती है, बट आप क्या ना क्विक चीजें सोचने लगते हो कि जल्दी से तुरंत का तुरंत हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाए। गाइस आज नहीं तो कल पेंगुइन आपको पकड़ लेगा। गाइस धीरे धीरे पेंगुइन को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा गूगल। तो कुछ चीजें अगर बच भी जाती है, अभी थोड़े बहुत लूप होल्स है भी ना, तो वो भी ओवर द टाइम जो है वो दूर हो जाएंगे। गूगल इस चीज को इतनी लाइटली नहीं लेने वाला है। तो गाइस आई बिलीव कि आप सभी जेन्युइन और जो नेचुरल वेज हैं, चाहे वो बैकलिंक बनाने के हो, चाहे वो एसईओ करने के हो, चाहे वो ऑन पेज करने के हो, चाहे वो कीवर्ड्स को रखने को, सारे आप जेन्युइन वेज यूज करेंगे, वही सही तरीका है एसईओ करने का। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम्स क्या हैं और गूगल के जो मेजर एल्गोरिथम्स हैं वो क्या हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अलग अलग एल्गोरिथम का कितना ज्यादा रोल है और ये क्या करता है, और अगर इससे हमें बचना है तो हमें किस चीज को देखना पड़ेगा, किस चीज को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। गाइस अगर हम लोग ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स की ही केवल बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हमें ध्यान रखने होते हैं ऑन पेज के रिस्पेक्ट में, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमें करनी होती हैं ऑन पेज के रिस्पेक्ट में। बट यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, और जो डिस्कशन है हमारा वो इस चीज के अराउंड होगा गाइस कि जब कभी भी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना तो हम कीवर्ड रिसर्च जरूर करेंगे, हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे और हम लोग जो भी एप्रोप्रिएट कीवर्ड होगा वो फाइंड आउट करके लाएंगे। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर चुके हैं और हमने कुछ अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको फिल्टर आउट कर लिया है। उन कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस, पॉपुलैरिटी, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, उनके ऊपर कंपटीशन क्या है, इन सारे डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिगार्ड्स टू कीवर्ड रिसर्च, मतलब कीवर्ड रिसर्च में जिन इंपॉर्टेंट चीजों की, फैक्टर्स की जरूरत होती है उन सब चीजों को यूज करके हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर ली। क्योंकि गाइस ऑन पेज तभी
होगा ना जब आपके पास आपके फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स होंगे कि भाई अब मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपने इस वेब पेज को जो है वो रैंक कराना चाहता हूं। तो उसके लिए पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च है वो कर ली है। और जो डिस्कशन है वो ये है कि जब हम लोग अपनी कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, हमारे कुछ फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स हो जाएंगे। लेट्स से ये हमारा हो गया प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, और हमारे कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए यहां पर, या इससे मिलते जुलते जो हमारे सिमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं इस चीज को, सिमेंटिकली थीम कीवर्ड्स हमारे हो गए। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें इन कीवर्ड्स को यूज करना है डिफरेंट लोकेशंस पर या डिफरेंट पोजीशंस पर अपने वेब पेज में। तो गाइस हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं कि जब हमारे कीवर्ड्स फाइनल हो जाते हैं तो उनको हमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं विद रिगार्ड्स टू ऑन पेज या ऑन पेज टेक्निक के हिसाब से, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, लोकेशंस है वेब पेज पे जहां पर हमें कीवर्ड्स रखना है। तो इस चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो वो हमारे टाइटल टैग में हो, और हमें यह भी मेक श्योर करना है कि ये स्पैमिंग ना हो, ठीक है, स्पैमिंग ना हो। लेट्स से आपने ना एक कीवर्ड रिसर्च किया, वो कीवर्ड है आपने फाइनल करके निकाला, लेट्स से IIT कोचिंग इन दिल्ली, और आप क्या कर रहे हो, आप टाइटल कुछ इस तरीके से लिख रहे हो IIT कोचिंग इन दिल्ली, ये तो आपने कीवर्ड रख दिया, ठीक है, और टाइटल में आपने स्टार्टिंग में कीवर्ड रख दिया। ये एक अच्छी चीज है, मतलब कहीं पर भी अगर आप किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर कहीं पर भी अगर आप कीवर्ड रख रहे हो या रिकमेंडेड है कि आपका जो कीवर्ड है वो यहां पर होना चाहिए, तो अगर वो कीवर्ड स्टार्टिंग में है तो ये एक बेहतर चीज है, राइट। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया IIT कोचिंग इन दिल्ली, उसके बाद यहां मैंने मेंशन कर दिया बेस्ट IIT कोचिंग इन दिल्ली, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्पैमिंग, ठीक है। आप देख रहे हो ना, मैंने यहां पर भी IIT कोचिंग इन दिल्ली यूज किया, मैंने यहां पर भी IIT कोचिंग इन दिल्ली यूज किया, विच इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड। इसको हम बेहतर तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे, बेस्ट IIT कोचिंग इन दिल्ली, बट आप बोलोगे कि मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो ये था, ठीक है, दिस इज माय प्राइमरी कीवर्ड, और ये जो था मेरा सेकेंडरी कीवर्ड था। सेकेंडरी कीवर्ड ये इसलिए था क्योंकि इसका जो सर्च वॉल्यूम था वो इतना ज्यादा नहीं था, इसके कंपैरिजन में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको प्राइमरी कीवर्ड रख दिया और इसको मैंने सेकेंडरी कीवर्ड रख दिया। तो गाइस आप प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज करके आप कुछ इस टाइप की ना जो टाइटल है वो लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखो तो बेस्ट IIT कोचिंग इन दिल्ली ये तो आ ही गया, साथ ही साथ जो आपका IIT कोचिंग इन दिल्ली है ये भी आ गया, है ना। तो अब अगर आप ये बार बार इस टाइप से लिख रहे हो तो दिस इज एक्चुअली कीवर्ड स्टफिंग। ये पहले काम करता था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो अगर आप उनको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ना इस टाइप से अगर आप कीवर्ड्स स्टफ कर रहे हो या कीवर्ड जबरदस्ती आप भरने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये सही तरीका नहीं, ठीक है। तो ऑन पेज के हिसाब से सबसे पहले जो हमें कीवर्ड रखना है वो कहां रखना है, हमें टाइटल टैग में रखना है। सेकंड जो है हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन टैग होता है उसमें हमें हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको यूज करना है। और जैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, हमेशा जब कभी भी आप प्राइमरी कीवर्ड किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर यूज करें उसको हमेशा आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। मेक श्योर करें कि आप उसको स्टार्टिंग में यूज करें। जो हेडलाइंस आप लिखते हो, ठीक है, मैं यहां पर H1 टैग की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंटेंट के बीच में भी जो आप हेडलाइंस लिखते हो वहां पर भी आप अपने जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं या जो भी आपने रिसर्च करके कीवर्ड्स निकाले हुए हैं उनको आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से, नेचुरली, जैसे ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया ये इसीलिए आपको बताया कि आप स्पैमिंग में और नेचुरल इंसर्शन में जो डिफरेंस है उसको समझ सकें। उसके बाद जो हमारे पास हेडर टैग्स होते हैं जो बेसिकली H1 से H6 के बीच में होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो H1 टैग होता है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, मेक श्योर करें कि एक वेब पेज के ऊपर केवल एक ही H1 टैग होता है। देयर इज ओनली वन H1 टैग ऑन अ वेब पेज, ठीक है। H2 टैग्स मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन H1 टैग्स कभी भी मल्टीपल नहीं होंगे। एक वेब पेज के ऊपर आपको एक ही H1 टैग देखने को मिलेगा, ठीक है, या आप उसको एक ही H1 टैग रखें। आप मल्टीपल H1 टैग रख सकते हैं बट एक बेहतर SEO आपका तभी होगा जब आप सिंगल H1 टैग रखें। मतलब टेक्निकली आप मल्टीपल H1 रख लो बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम SEO पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। उसके बाद कीवर्ड्स हमारे URL में होने चाहिए। तो ऑन पेज का ये भी एक हिस्सा है कि जो हमारा URL बन रहा है, लेट्स से मेरा URL बन रहा है, यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं umartaskeer.com/ और यहां पर जो मेरा URL है वो IIT कोचिंग इन दिल्ली के लिए, तो मैं IIT कोचिंग इन दिल्ली यहां पर मेंशन कर दूंगा। और ये जो हमारा जो आप URL में स्लग देख रहे हो इसके अंदर हमारा
जो कीवर्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि कीवर्ड को आप बहुत लंबा चौड़ा कर दो, इसकी मैं बाद में बात करूंगा किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल जो है उनको लिख सकते हो या क्या बुलेट पॉइंट्स है यूआरएल के रिस्पेक्ट में। बट यहां पर हम किस चीज को समझ रहे हैं कि ऑन पेज के रिस्पेक्ट में हमारा जो कीवर्ड है वो यूआरएल में होना चाहिए। हमारा जो कीवर्ड है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से, जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन में ऑल टैग को हम लोग यूज करते हैं तो ऑल टैग में भी हम लोग हमारा जो कीवर्ड है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन यहां पर कौन सा कीवर्ड आएगा? प्राइमरी कीवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी इमेज होगी, जो भी इमेज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसमें हमारा आ जाएगा प्राइमरी कीवर्ड। और उसके बाद ऐसा नहीं कि सेकेंडरी कीवर्ड्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स को जो हमारी दूसरी इमेजेस हैं उस वेब पेज के ऊपर उनको भी तो ऑल टैग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वहां पर हम लोग जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे या जो सीमेंटिकली अरेंज्ड या थीम्ड जो हमने कीवर्ड्स निकाले, मतलब उससे मिलते जुलते जो हमारे दूसरे कीवर्ड्स होंगे उनको हम लोग वहां पर यूज कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, पोजीशंस है ऑन पेज के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फॉर्मेटेड टेक्स्ट। गाइस फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है कि कई बार जब आप कंटेंट अपनी वेब पेज का लिख रहे होते हैं या अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे होते हैं तो कहीं कहीं पर आपको जैसे बोल्ड टेक्स्ट यूज करना पड़ता है, कहीं पर आपको इटैलिक टेक्स्ट यूज करना पड़ता है, कहीं पर आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। तो गाइस जब कभी हम लोग जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हम लोग बोल्ड टेक्स्ट करते हैं या इटैलिक करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, अगर ये कभी भी हम लोग करते हैं विच मींस दैट कि हम ये सिग्नल दे रहे हैं गूगल को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, लेट्स से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर हम कीवर्ड को जो है वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट के हिसाब से बोल्ड करके जो है वो मेंशन कर सकते हैं या बोल्ड प्लस अंडरलाइन करके हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फाइन। तो अभी हम लोग ऑन पेज के रिस्पेक्ट में क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑन पेज में हमारा जो कीवर्ड है ना वो किन किन इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे आना चाहिए। ऑन पेज में बहुत सारी चीजें होती है, कंटेंट को किस तरीके से लिखना है, कंटेंट को स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है, बहुत सारी चीजें होती है, बट अभी हम केवल इसी चीज के ऊपर लिमिटेड है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरनल लिंकिंग की। अब गाइस इंटरनल लिंकिंग का यहां पर मतलब क्या है? देखो इंटरनल लिंकिंग भी एक तरीके से ऑन पेज की ही स्ट्रैटेजी में आती है। वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम बात करें इंटरनल लिंकिंग की, बहुत तरीकों से हमें एसईओ में बेनिफिट मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनल लिंकिंग से। बट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स से ये मेरा एक वेब पेज है, ठीक है, ये मेरे एक वेबसाइट का वेब पेज है, मान लेते हैं एक ब्लॉग है, एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है और इस ब्लॉग से मैंने इस दूसरे वाले ब्लॉग को एक लिंक दिया हुआ है, मतलब यहां पर एक लिंक मेंशन है जिसपे बेसिकली यूजर क्लिक करके इस वाले जो हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग नंबर 2, इस तक पहुंच सकता है, राइट। तो अब इसमें ऑन पेज क्या है? इसमें ऑन पेज ये है गाइस कि ये जो इंटरनल लिंकिंग का एंकर टेक्स्ट है, ये मुझे देखना है कि ये वाला जो हमारा एंकर टेक्स्ट है ये रिलेवेंट होना चाहिए ब्लॉग 2 के ऊपर जो कंटेंट है। अब मैंने अगर इररिलेवेंट एंकर टेक्स्ट यहां पर बना दिया तो बेसिकली लिंक तो बन गया बट ये एक अच्छा ऑन पेज नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी एक अच्छा ऑन पेज नहीं है और इस पेज के लिए भी एक अच्छी ऑन पेज एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पता चला अगर ये एंकर टेक्स्ट जो है वो अलग है, इसकी पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो अलग है। अब यूजर क्या करेगा? यूजर ने देखा ये एंकर टेक्स्ट है, यूजर इस एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, इस पेज के ऊपर जाएगा, रिलेटेड अगर उसे कंटेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो इस पेज से बाउंस ऑफ हो जाएगा या इस पेज से बाहर आ जाएगा, विच इज नॉट अ गुड सिग्नल इन द आईज ऑफ गूगल या गूगल के सिस्टम या एल्गोरिथम के हिसाब से एक गुड सिग्नल नहीं है। तो इंटरनल लिंकिंग पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इंटरनल लिंकिंग भी हम लोगों को स्ट्रैटेजिकली और लॉजिकली करनी है और मेक श्योर करना है कि हमारा जो ऑन पेज है वो बेहतर हो सके इससे भी, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है 9th इज बेसिकली कंटेंट। कंटेंट में गाइस हम लोग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर, जैसे अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ में, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 लाइन के अंदर जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड है उसको हम रख दें। वैसा नहीं कि प्राइमरी कीवर्ड ही हर जगह रखते जाएं, जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी नॉन इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है वहां पर हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है वो रख देंगे। तो गाइस ऑन पेज के हिसाब से जब हम कीवर्ड रिसर्च करके लाते हैं तो उस कीवर्ड को हमें कहां कहां रखना है? टाइटल टैग में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइन में, हेडर में, keywords in the URL should be there, all tag में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, इंटरनल लिंकिंग्स में और कंटेंट के अंदर हमें रखना है। ये बात तो समझ में आती है और आसान भी है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से रखना है। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल यहां पर बताया था, आपको नेचुरल वे में रखना है। नाउ गूगल इज मोर देन स्मार्ट, ठीक है, कि वो चीजों को समझ जाता है कि आपने जो कंटेंट में कीवर्ड रखा है ना वो स्टफ किया या नेचुरली आपने जो है उसको वहां पर मेंशन किया, क्योंकि गूगल अब इंटेंट बेस्ड चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगा है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे तरीके से समझने लगेगा। तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे ये लगे कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये ऑन पेज के फैक्टर समझ में आएंगे।
गाइस जब कभी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दो टूल्स के बारे में डिस्कशन ना हो। गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गूगल सर्च कंसोल और जो गूगल एनालिटिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट गाइस बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, स्पेशली बिगिनर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में और गूगल एनालिटिक्स में क्या काम है, क्या गूगल सर्च कंसोल का काम गूगल एनालिटिक्स कर सकता है या गूगल एनालिटिक्स का जो काम है वो गूगल सर्च कंसोल कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ जो मेजर डिफरेंसेस हैं गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि गूगल सर्च कंसोल किस तरीके से अलग है गूगल एनालिटिक्स से। तो गाइस जब कभी भी हमारी कोई वेबसाइट होती है ना, जैसे हम मान के चलते हैं ये हमारी वेबसाइट है W, तो जनरली दो चीजें ना इस वेबसाइट से इंटरैक्ट करती हैं, या तो क्रॉलर्स इस वेबसाइट से इंटरैक्ट करेंगे या फिर यूजर्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट से इंटरैक्ट करेंगे। तो वेबसाइट से इंटरैक्शन केवल दो चीजें करती हैं, ठीक है। जब कभी भी हम क्रॉलर्स के इंटरैक्शन को स्टडी करना चाहते हैं कि क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट को रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें देखने को मिलती है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो जब कभी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर्स का क्या इंटरैक्शन हो रहा है, इसको हमें स्टडी करना होता है, तो हमें गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ती है। बट अगर हम मेजर तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये है, राइट। जब कभी भी गाइज हम यूजर का बिहेवियर जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं कि जो यूजर है वो किस सोर्स से आ रहा है, जो यूजर है उसकी अपनी आइडेंटिटी का यहां पर मतलब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, मतलब यहां पर डेमोग्राफिक वगैरह है कि डेमोग्राफिक्स वगैरह उसकी क्या है, वो किस टाइप से जो है वो बिहेव कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप से जो कन्वर्जन्स हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर कर रहा है। तो अगर गाइज हमें ये सारी चीजें स्टडी करनी होती हैं तो हमें गूगल एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो गाइज क्रॉलर का इंटरैक्शन हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टडी करने के लिए हमें गूगल सर्च कंसोल चाहिए, यूजर का इंटरैक्शन, यूजर का बिहेवियर हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टडी करने के लिए हमें गूगल एनालिटिक्स चाहिए। तो दोनों बिल्कुल सेपरेट टूल हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च कंसोल का सब्स्टिट्यूट गूगल एनालिटिक्स हो जाएगा और गूगल एनालिटिक्स का सब्स्टिट्यूट गूगल सर्च कंसोल हो जाएगा, दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। अब कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग क्रॉलर्स इंटरैक्शन ऑन वेबसाइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉलर इंडेक्स वगैरह कर पा रहे हैं हमारी वेबसाइट में या नहीं, ये सारी चीजें यहां पर हमें पता चलेंगी। हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग यूजर्स बिहेवियर, कंप्लीट यूजर्स बिहेवियर भी आप कह सकते हो इसको, या कंप्लीट जो यूजर का इंटरैक्शन है वो भी कह सकते हो। जो सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली नो रियल टाइम डेटा इज अवेलेबल। यहां पर गाइस रियल टाइम डेटा नहीं होती है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, आपको रियल टाइम डेटा देखने को नहीं मिलेगी, मतलब तुरंत क्या हो रहा है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट गूगल एनालिटिक्स के अंदर यूजर के इंटरैक्शंस को आप रियल टाइम में स्टडी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास होता है। यहां पर रियल टाइम की सेपरेट रिपोर्ट ही होती है कि अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने यूजर्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, वो कोई इवेंट्स कर रहे हैं, वो कौन से कन्वर्जन कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रियल टाइम रिपोर्ट में देखने को मिल जाती है। थर्ड पॉइंट इज वेबसाइट्स हेल्थ ट्रैकिंग। ये होती है बेसिकली गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स वगैरह हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, जितने पेजेस आपने बनाए वो सारे के सारे पेजेस इंडेक्स्ड हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमें गूगल सर्च कंसोल से पता चलती हैं। यूजर्स रिलेटेड जो हमें ट्रैकिंग करनी होती है वेबसाइट के ऊपर, वो सारी चीजें हम लोग गूगल एनालिटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। ओनली ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्च, इसको हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं, इसकी केवल हमें रिपोर्ट मिलती है। इसका मतलब मैं आपको क्लियर बता दूं, देखो एक चीज तो ये कि जो आपने वेबसाइट बनाई इसके साथ जो क्रॉलर है वो किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। साथ ही साथ जब कोई यूजर आता है, ठीक है, और वो गूगल के ऊपर गया, गूगल सर्च के ऊपर गया और गूगल सर्च के ऊपर वो एक क्वेरी करता है, उस क्वेरी के रिस्पांस में जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज जनरेट होता है, उस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपके जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन या आपकी जो वेबसाइट है वो कहां पर आ रही है, किस क्वेरी पर आपके कितने इंप्रेशंस हुए, किस क्वेरी पर आपको कितने क्लिक्स मिले, कौन सी क्वेरी किस लोकेशन से हो रही थी तो वहां पर आपको कितने इंप्रेशंस मिले, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको पता चलती है। बट ये इंफॉर्मेशन केवल आपको गूगल सर्च के रिस्पेक्ट में पता चलती है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रैफिक अगर बिंग से आ रहा है तो आपको यहां पता चल जाएगा, कोई ट्रैफिक अगर फेसबुक एड से आ रहा है तो वो आपको यहां पर पता चल जाएगा, कोई ट्रैफिक अगर गूगल एड से आ रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गूगल एनालिटिक्स है ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी ट्रैफिक, चाहे
चाहे किसी भी सोर्स से आ रहा हो, उन सभी ट्रैफिक को आपको स्टडी करने में हेल्प करता है। दैट इज एक्चुअली गूगल एनालिटिक्स। तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है ट्रैफिक फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो कि बेसिकली यहां पर लागू नहीं होता है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो यूजर ऑर्गेनिकली गूगल के ऊपर सर्च करके अगर आपके इंप्रेशंस वगैरह करता है, वो सारी रिपोर्ट आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर देखने को मिलती है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग टूल हैं, और भी बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बैकलिंक वगैरह से रिलेटेड भी कुछ हाइलाइट्स या कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर मिल जाती है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। बट मेजरली जो हम लोग गूगल सर्च कंसोल को यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो क्रॉलर्स का बिहेवियर है हमारी वेबसाइट के साथ, उसको हम सही कर सकें और हम अपनी वेबसाइट की जो हेल्थ है, टेक्निकल हेल्थ जो है, उसको इंप्रूव कर सके। दोस्तों आशा करता हूं जो मोटा डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस बात से नहीं कंफ्यूज होंगे कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये टूल्स काफी एडवांस है, बहुत सारी फैसिलिटीज, फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। GA4 से रिलेटेड प्लेलिस्ट जो है ना वो ऑलरेडी बन चुकी है। गूगल सर्च कंसोल के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल को मेजरली हम लोग यूज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट से, बट गूगल एनालिटिक्स को मेजरली SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे वजह हैं जिनकी वजह से गूगल एनालिटिक्स को यूज किया जाता है। गाइस चाहे तो हम लोग इसको टाइटल टैग्स बोलें, या अगर आप इसको मेटा टाइटल्स बोलना चाहते हो तो आप इसको मेटा टाइटल्स भी बोल सकते हो। नॉर्मली आप टाइटल्स बोलना चाहते हो तो नॉर्मली भी आप लोग टाइटल्स बोल सकते हो। तो गाइस हमें पता है कि अगर हम लोग ऑन पेज SEO की बात कर रहे हैं या SEO की बात कर रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में ये जो हमारे मेटा टाइटल्स या टाइटल टैग्स होते हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही सीरियसली इनको देखना है कि किस तरीके से ये टाइटल टैग्स दिखते हैं। तो अगर हम एजेंडा की बात करें तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो टाइटल टैग्स हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, कहां पर दिखते हैं, किस तरीके से हम टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन की बात हम लोग करने वाले हैं कि जो हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके लाएंगे ना, उनको हमें टाइटल टैग्स में या मेटा टाइटल्स में हमें कहां पर रखना है। ठीक है, तो गाइस जब कभी भी हम ऑन पेज SEO की बात करते हैं, ज्यादातर जो हमारी एक्टिविटी है वो इस चीज के अराउंड होती है कि जो हम लोगों ने कीवर्ड्स रिसर्च करके लाए हुए हैं, इन कीवर्ड्स को किस तरीके से हमें हमारा जो कंटेंट है, जो हमारे वेब पेज का कंटेंट है, उसके अंदर हमें किस तरीके से फिट करना है, नेचुरली फिट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। केवल यही चीज नहीं होती, ऑन पेज में और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट अगर मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करूं तो वो एक ये चीज होती है। तो इसी रेफरेंस से हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर किस टाइप से हम लोग जो टाइटल टैग्स हैं हमारे, उनको हम परफेक्टली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, परफेक्टली लिख सकते हैं, या SEO फ्रेंडली अगर आप कहना चाहें कि किस तरीके से हम लोग SEO फ्रेंडली टाइटल जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेरे पास यहां पर एक टाइटल टैग का सिंटेक्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनको मेटा टाइटल्स भी बोल सकते हो, तो ये हमारे मेटा टाइटल्स हैं। ठीक है, और ये हमारा टाइटल टैग का सिंटेक्स है। तो जो भी आपके पेज का टाइटल होता है वो यहां बीच में आता है, और इस टाइप से ये जो है हमारा HTML टैग ओपन होता है, और यहां पर जो हमारा HTML टैग है वो क्लोज होता है। तो सिंपल पीस ऑफ HTML कोड है ये। ठीक है, अब गाइज ये जो हमारा कोड होता है, ठीक है, ये कोड हमारी वेबसाइट के हेड सेक्शन में होता है। अब टाइटल टैग्स को इंप्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, और जो तरीके हैं ना वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप की वेबसाइट यूज कर रहे हो या किस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट यूज कर रहे हो। लेट्स से अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज करो तो फिर आपको बहुत सारी प्लगइन्स मिल जाती हैं, उनकी हेल्प से आप टाइटल टैग्स को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम क्रिएटेड वेबसाइट जो है उसके ऊपर काम कर रहे हो, कहने का मतलब लेट्स से अगर आप PHP की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो और आपके पास डेवलपर है, तो आप डेवलपर से बात कर ले, डेवलपर को बोल दे कि मेरे इस पेज का टाइटल ये होना चाहिए, तो वो वहां पर उस पेज के कोड में जाकर इस टाइप के कोड लिख के जो आपका टाइटल है वो लगा देगा वहां पर। बट फिर भी एज अ SEO पर्सन मैं आपको इतना जरूर रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि मेरी जो वेबसाइट है वो सर्वर पे कहां रखी है या वो कहां पर होस्ट है, और उसके बाद उस वेबसाइट के अंदर जाकर आप अपने पेजेस वगैरह को देख सकें, ताकि कभी अगर जरूरत पड़े थोड़ा बहुत, जैसे हेड सेक्शन आप पहचान सकें कि हेड सेक्शन कहां पर है, उसके अंदर हमें टाइटल टैग लगाना है। तो ये सारी चीजें इतनी बेसिक हमें पता होनी चाहिए। तो गाइज ये है हमारे टाइटल टैग का स्ट्रक्चर या मेटा टाइटल का स्ट्रक्चर। अब गाइज हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा टाइटल टैग कहां पर दिखता है। जैसे मैंने यहां पर टाइटल जो है यहां पर लिख दिया दिस इज अ टाइटल, तो अब ये कहां पर दिखेगा। तो देखो सबसे पहले जैसे आप उस वेब पेज को ओपन करते हो ब्राउजर में, तो यहां पर आपको टैब वाले सेक्शन में दिखता है। ये जो टैब वाला सेक्शन है यहां पर दिखता है, और उससे भी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो ये लोकेशन है, दैट इज एक्चुअली सर्च इंजन रिजल्ट पेज।
पेजेस। तो हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये तो हो गया हमारा टाइटल, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, और ये जो यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया हमारा यूआरएल, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, देखो गूगल ना बहुत सारी चीजों को टेस्ट करता रहता है ओवर द टाइम, तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि कभी ये अगर आपको ऊपर दिखने लगे, ठीक है, कभी ये आपको जो डिस्क्रिप्शन है ये छोटा दिखने लगे, तो अगर अभी नहीं दिख रहा है तो हो सकता है भविष्य में हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ना हो। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी परेशान नहीं होना। अगर आपको ये दिख रहा है कि पहले जो है मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टाइटल और डिस्क्रिप्शंस दूसरी तरीके से दिखते थे, आज मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस है वो दूसरी तरीके से दिख रहे हैं, राइट। जैसा मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये एक पीस ऑफ HTML कोड है। अब आपको पता है कि जैसे ये पीस ऑफ HTML कोड है, ठीक है, और ये मेरा पेज है, और मैं इस पेज के कोड की बात कर रहा हूं, मतलब ये हमारा वेब पेज है जिसको हम रैंक कराने की बात कर रहे हैं, और ये हम इस पेज के कोड की बात करें तो ये इसका हेड सेक्शन है। मान के चलते हैं यहां पर हेड सेक्शन ओपन हुआ और क्लोज हुआ, और यहां पर अगर हमारा टाइटल टैग है, ठीक है, यहां पर हमारा टाइटल टैग है, और गाइस क्या होगा, यहां पर क्रॉलर्स आएंगे। तो लेट्स से यहां पर जो गूगल का क्रॉलर है वो आता है, ठीक है। अगर गूगल का क्रॉलर यहां पर आएगा तो वो इस पेज के कोड को भी रीड करेगा, और जब इस पेज के कोड को रीड करते हुए वो टाइटल तक पहुंचेगा और देखेगा कि टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर टाइटल के अंदर क्या मेंशन है, जिससे उस क्रॉलर को हिंट जाती है, उस क्रॉलर को इंफॉर्मेशन जाती है कि एक्चुअली ये पेज किस बारे में। और यही तो आप चाहते हो, आप गूगल को ये बताना चाहते हो कि ये आपने बनाया हुआ है एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए, जो कीवर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हो और उसके लिए ये पेज आपने बनाया। तो आप ध्यान रखोगे कि ये जो कीवर्ड है मेरा टाइटल में आ जाए, क्योंकि क्रॉलर जब आएगा टाइटल को रीड करेगा तो टाइटल में देखेगा वो क्या कंटेंट है, ठीक है, उससे क्रॉलर को इंफॉर्मेशन जाती या हिंट जाती कि ये वेब पेज आखिर किस बारे में है। और अल्टीमेटली आप यही चाहते हो, क्योंकि अगर क्रॉलर को पता चल गया कि ये वेब पेज किस बारे में, क्रॉलर को श्योरिटी हो गई कि ये जो वेब पेज है ना ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया के बारे में। अब कोई यूजर आता है, यूजर क्वेरी करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो पेज है वो रैंक हो जाएगा। तो अगर आप किसी क्वेरी के ऊपर अपने पेज को, या कह लो किसी कीवर्ड के ऊपर अपने पेज को रैंक कराना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको गूगल को मनाना पड़ेगा कि जो हमारा वेब पेज है वो इसी क्वेरी के बारे में है, इसी टाइप के कंटेंट के बारे में है, इसी टाइप के कीवर्ड के बारे में। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पेज के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जहां पर क्रॉलर जो है बहुत ध्यान से आपके कंटेंट को देखता है, वहां पर आपको अपने कीवर्ड्स वगैरह को मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो हमें पता है टाइटल एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको क्रॉलर देखता है, टाइटल एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको क्रॉलर एज अ फीडबैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, इस पेज की जो इंफॉर्मेशन है उसके फॉर्म में वो लेता है। तो हम टाइटल टैग को तो इग्नोर ही नहीं कर सकते। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए टाइटल टैग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो HTML हमें कोड दिखता है ये कहां पर हमें दिखता है, ठीक है, किस तरीके से टाइटल टैग्स हमें दिखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें किस टाइप से हम लोग को टाइटल टैग्स लिखना चाहिए और क्या क्या एलिमेंट्स जो है वो टाइटल टैग्स के अंदर है, तो अगर हम लेंथ की बात करें तो 50 से 60 कैरेक्टर्स की आप लेंथ लिख सकते हैं। इसको देखो, अगर इसको 70 या 75 कर दोगे तो ऐसा नहीं कि गूगल आपको पेनाल्टी दे देगा, ठीक है। ये एक परसेप्शन है केवल कि अगर आप 50 to 60 कैरेक्टर्स लिखते हो तो इसमें आपके जो भी चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन करनी है विद रिगार्ड्स टू टाइटल टैग वो आ जाती हैं, और कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं आती हैं, और जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो भी खराब नहीं होता। कहने का मतलब ये कि यहां पर देखो आप, अगर मैंने बहुत ही लेंदी टाइटल टैग लिख दिया, बहुत ही लेंदी टाइटल टैग लिख दिया, तो फिर वो इस टाइप से यहां डॉट 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 करके शो होने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो अपना टाइटल टैग लिखो उसकी जो लेंथ है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स के अराउंड रखो। अब ऐसा नहीं है कि 75, जो मैंने बताया आपको 75 कैरेक्टर्स अगर आपने रख दी तो आपको अरे भाई अब तो मेरी वेबसाइट नहीं रैंक होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल बस थोड़ा बहुत यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे 30 वर्ड्स का आपने लिख दिया, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। 30 कैरेक्टर्स का, सॉरी वर्ड्स नहीं होंगे यहां पर, कैरेक्टर्स होंगे। तो 30 कैरेक्टर्स का अगर आपने लिख दिया तो बहुत ही गड़बड़ है। 60 कैरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया यहां पर, और आपने यहां पर 120 कैरेक्टर्स का लिख दिया तो ये बहुत ही गड़बड़ चीज है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने बताया आपको
कि लेंथ का मतलब ये नहीं है यहां पर कि अगर जो है हम लोगों ने जैसे 75 कर दिया तो गूगल हमें कोई पेनाल्टी दे देगा या फांसी पे चढ़ा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम लोग ऑन पेज के रिस्पेक्ट में जो है टाइटल टैग को पढ़ रहे हैं, तो जब हम ऑन पेज के रिस्पेक्ट में टाइटल टैग को पढ़ रहे हैं तो ये सवाल ना आए कि सर कीवर्ड कहां रखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कीवर्ड्स के लिए मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने टाइटल को कीवर्ड्स के बेसिस पे ऑप्टिमाइज करना है। जो मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं, हो सकता है आप एक पेज के लिए 3 से 4 कीवर्ड्स को लेकर आए हो, बट इसमें जो आपके मोस्ट रिलेवेंट या सबसे प्राइमरी जो कीवर्ड है ना, उसको आपको टाइटल टैग में रखना है। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है उसे हमें टाइटल टैग में रखना है। पुट कीवर्ड इन द बिगिनिंग, ठीक है, जो हमारा टाइटल टैग की स्टार्टिंग है। लेट्स से मैं जो है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहता हूं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कोर्स इन दिल्ली, केवल हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर। मैं अगर इसके ऊपर रैंक करना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टार्टिंग में इस कीवर्ड को यहां पर स्टार्टिंग में रखूं। स्ट्रक्चर करना है हमें टाइटल को। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर यह है कि हमें देखना है कि नेचुरल हमारा टाइटल लगे। कई बार टाइटल के साथ साथ हम लोग ब्रांड नेम्स वगैरह को भी यूज करते हैं, अभी उसके भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ताकि जो हमारा ईट वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने ईट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है, कि किस टाइप से जो अथॉरिटी है या ट्रस्ट वर्दीनेस है उसको आप इंक्रीज करते हो, तो उसके लिए कई बार ना ब्रांड सिग्नल्स को गूगल ना बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है आज के टाइम में, कि ये जो कंटेंट है किसी ब्रांड का है, ठीक है। तो ब्रांड सिग्नल्स को जब वो वैल्यू देता है, तो अगर यहां पर आप ब्रांड कोई मेंशन कर रहे हो, लेट्स से ZZZZZ, इफ दिस इज योर ब्रांड, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसको यहां पर थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू जो है वो मिलती है। तो हमें प्रॉपरली जो है ना अपने टाइटल को स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। देखना है कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं वो आ जाएं, प्राइमरी कीवर्ड स्टार्टिंग में रहे, उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड अगर हम रखना चाहें तो वो आ जाए, ठीक है। तो उस टाइप से हमें स्ट्रक्चर करना है। एक और एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर का देना चाहूं आपको, तो आप समझ सकते हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मेरा ये एक जो है वो कीवर्ड था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा जो कीवर्ड था वो था डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया। ये मेरे 2 कीवर्ड्स थे, ठीक है। तो अब इन दोनों कीवर्ड्स को उठा के मैं नहीं रख पाऊंगा टाइटल में, वरना ये जो कैरेक्टर वाली लिमिट वाली प्रॉब्लम है वो आ जाएगी। तो मुझे फिर कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप से इसको स्ट्रक्चर कर दूंगा, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड कोर्सेज इन इंडिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्या होगा यहां पर कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया, ये भी मेरा कवर हो गया, और साथ ही साथ जो दूसरा हम लोगों ने यहां पर कीवर्ड लिया हुआ था, कौन सा था भाई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया, ये वाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया, ये भी कवर हो गया। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर टाइटल प्रॉपरली। डोंट डू ओवर कीवर्ड स्टफिंग, ये मैं बार बार बताते आ रहा हूं। अभी भी मैंने देखा हुआ है, मैं कुछ वेबसाइट्स आज सुबह ही रिव्यू कर रहा था, तो मैंने देखा था कि बहुत सारी मेरे पास वेबसाइट्स आई थी जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं। देखो, आज अगर आप रैंक कर रहे हो तो कल ना वो डाउन होगा किसी ना किसी तरीके से। जब कभी भी जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपकी वेबसाइट को पकड़ लेंगे तो आपकी वेबसाइट का डाउन होना निश्चित है 200%, ठीक है। तो अभी से आप उस चीज को ध्यान रखें, अभी से वो हैबिट आप रखें। एल्गोरिदम के ऊपर मैंने एक बेसिक सा बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे, ठीक है। अवॉइड स्टॉपिंग वर्ड्स, स्टॉपिंग वर्ड्स हमें नहीं यूज करना है, बल्कि स्टॉपिंग वर्ड्स के अलावा अगर हम CTAs वगैरह यूज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। CTAs बेसिकली हमारा जो CTR है ना, क्लिक थ्रू रेट है, उसको भी हमारे CTR को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि टाइटल यहां दिखता है, आप समझो, टाइटल यहां दिखता है, तो टाइटल की जो इंपॉर्टेंस है ना, टाइटल की, वो क्रॉलर की नजर में भी है और उसके साथ साथ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है। हमें यह नहीं देखना है कि हमने टाइटल के अंदर केवल जो कीवर्ड्स है ना उनको भर दिया तो उससे मेरा क्रॉलर खुश हो जाएगा, बट यूजर, ठीक है, मान लेते हैं यहां मैंने भर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब क्रॉलर को खुश करने के लिए, वैसे क्रॉलर भी नहीं इस चीज से खुश होगा क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग होगी, एल्गोरिथम आपको ढूंढ लेगा, ठीक है। क्रॉलर को भी नहीं खुश कर पाए और साथ ही साथ यूजर को क्या लगेगा कि बड़ा स्टफ्ड कंटेंट है, ठीक है। हो सकता है यूजर क्लिक कर दे, वो एक अलग बात है, बट जनरली अगर आप देखो
तो यूजर को क्या लगेगा कि बहुत ही ज्यादा स्टफिंग कर दी गई, नेचुरल सा नहीं है ना। क्योंकि अगर यूजर ने यहां पर क्लिक नहीं किया तो आपकी वेबसाइट पे यूजर्स आएंगे कैसे, तो पता चला आपके इंप्रेशंस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर समझना ध्यान से, पता चला आपके इंप्रेशंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और क्लिक्स कम आ रही, ये होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, तो सीटीआर जो है ना वो आपका डाउन होगा। अब जैसे ही आपका जो सीटीआर है वो डाउन होगा, गूगल के एल्गोरिथम को एक सिग्नल जाएगा कि भाई ये गलत वेबसाइट रैंक हो रही है, क्योंकि ये रैंक तो हमने कर दी, गूगल को लगेगा कि ये वेबसाइट हमने रैंक तो कर दी लेकिन लोग इससे इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है वेबसाइट, ठीक है, लोगों को इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं पसंद आ रहे, इसलिए लोग क्लिक नहीं मार रहे हैं, इसलिए इस वेबसाइट का जो सीटीआर वाली मैंने बात करी थी, सीटीआर अच्छा नहीं है। तो वो धीरे धीरे ना आपके कॉम्पिटिटर को ऊपर लाना शुरू कर देगा और आप देखोगे कि आपकी जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे आपकी रैंकिंग गिर रही है, कमजोर हो रही है, खराब हो रही है ना। तो इंपॉर्टेंस बहुत है टाइटल टैग की और कितने बेहतर तरीके से हम उसको लिख सकते हैं हमें देखना है, ठीक है। स्टॉपिंग वर्ड्स हमें नहीं लिखना है, जैसे बट, इन, ठीक है, ये सारे जो हमारे स्टॉपिंग वर्ड्स हैं, इस टाइप के वर्ड्स को हमें हमारे जो टाइटल्स हैं उसमें नहीं यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे कि कीवर्ड्स हमें कहां पर रखना चाहिए, उन्हीं सारी चीजों को जो मैंने आपको बताया मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि वास्तव में ये जो चीजें मैंने बताई आपको ये काम कर रही कि नहीं। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले जब मैं पीपीटी इसकी बना रहा था उसी वक्त मैंने गूगल पे जाकर एक क्वेरी सर्च मारी थी, व्हाट इज एसईओ, और जैसे ही मैंने सर्च मारा आपके सामने यहां पर देख सकते हो, आपके सामने यहां पर रिजल्ट है। जैसे ही मैं व्हाट इज एसईओ सर्च मारता हूं, देखो यहां क्या दिख रहा है, मैं व्हाट इज एसईओ, यहां क्या दिख रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहां क्या दिख रहा है, व्हाट इज एसईओ, यहां क्या दिख रहा है, व्हाट इज एसईओ। क्या बताया था मैंने कि जिस भी कीवर्ड के ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं उस कीवर्ड को हमें अपने टाइटल में यूज करना है, नेचुरली यूज करना है, स्ट्रक्चर करके यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि व्हाट इज एसईओ, 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 ऑप्टिमाइजेशन सब ऐसे ही भर दो एक जैसे कीवर्ड्स, ऐसे नहीं करना है। और मैंने क्या बताया था आपको, एक और पॉइंट, स्टार्टिंग में यूज करना है। आप देख लो ये फर्स्ट पेज का ही रिजल्ट है, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिखे कि स्टार्टिंग में नहीं, देखो व्हाट इज SEO, what is SEO, ठीक है, what is SEO, an explanation for beginners, search engine optimization in plain English, starter guide, learn how to do it in 5 minutes। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर कि किस तरीके से जो हमारे टाइटल्स हैं उनको यूज किया जाता है और किस टाइप से ऑन पेज के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। क्यों बार बार मैं ऑन पेज कह रहा हूं, ऑन पेज मैं इसलिए बार बार आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि हम लोग भी ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे कीवर्ड्स को इसके अंदर हमें चिपकाना है। तो गाइस आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और ये जो पॉइंट्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसको, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहां मैच कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और जो चीजें हैं विद रिगार्ड्स टू टाइटल टैग्स उसको हमें ध्यान रखना है। ऑलवेज यूज यूनिक टाइटल्स इन पेजेस। जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर लेट से 3 पेजेस हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको कि ये वाले पेज का जो टाइटल टैग है वही इस वाले पेज का भी टाइटल टैग होगा, वही इस वाले पेज का भी टाइटल टैग होगा, डुप्लीकेसी का इश्यू आ जाएगा। कोई भी टूल आप उठा लो, ठीक है, लेट से आप डीप क्रॉल यूज करना चाहते हो, कोई भी टेक्निकल ऑडिट का टूल या आरएफ अगर आप यूज करना चाहते हो, SEMrush उठाना चाहते हो आप, ठीक है, स्क्रीमिंग फ्रॉग फ्री में मिल जाता है आपको, स्क्रीमिंग फ्रॉग अगर आप यूज करना चाहते हो तो इन सारे के बेसिस पर आप इस चीज को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो कि मेरे किन किन पेजेस के ऊपर ना डुप्लीकेट टाइटल टैग से, खाली टाइटल टैग नहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देख सकते हो। उसके बाद आप जाकर देखो कि भाई अगर यहां पर मुझे अलग अलग जो हमारे डिफरेंट पेजेस हैं उनके ऊपर सेम टाइटल टैग्स है तो मैं उनको रेक्टिफाई करूं, मैं उनको करेक्ट करूं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखो और इस बात से परेशान नहीं होना, मैं आगे प्रैक्टिकल वाली क्लासेस में ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग टूल्स के ऊपर जाकर आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। एक्शन वर्ड्स इन टाइटल कैन डू थिंग्स। एक्शन वर्ड्स, राइट, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, कॉल टू एक्शन, भाई ये मैंने बोला डाउनलोड, ठीक है, ये मैंने बोला विजिट, ये सारे क्या हैं, दीज आर द एक्शन वर्ड्स। जैसे यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिख रहा था, यहां पर आप देखो, लर्न हाउ टू डू इट इन 5 मिनट्स, दिस इज एक्शन वर्ड। और ये किसने लिखा हुआ है, टाइटल नील पटेल की वेबसाइट पे है। तो आप लोगों को सबको पता है कि नील पटेल का जो कद है इंडियन एसईओ इंडस्ट्री में वो काफी बड़ा है। तो अगर इनकी वेबसाइट में ये चीज है तो आप समझ सकते हो ये एक स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग, समटाइम्स ब्रांड नेम इज यूज्ड एज टाइटल्स टू या इज आल्सो यूज्ड इन टाइटल्स, ठीक है। और उसके लिए मैंने यहां पर जो है आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे बेस्ट वुडन फर्नीचर मैंने सर्च मारा था तो यहां पर आप देखो
जैसे ये वाला पेपर फ्राई का जो एग्जांपल है, तो यहां पर देखो ब्रांड नेम को यूज किया जा रहा है पेपर फ्राई, और ये वही ईट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एल्गोरिथम भी ना जो ब्रांड है उसको थोड़ा सा फेवर कर रही है। अगर ब्रांड कोई कंटेंट पुट करती है तो उसको थोड़ा सा फेवर करती है। तो यहां पर ये अपना ब्रांड भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो अपना कीवर्ड है वो भी इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ। जैसे बेस्ट वुडन फर्नीचर है तो यू कैन सी यहां पर वुडन फर्नीचर दिख रहा है, ठीक है। तो ये टाइटल में, तो गाइस इस टाइप से हमें हमारे जो टाइटल्स हैं उनको लिखना है। प्रैक्टिकली किस तरीके से लिखना है, अलग अलग पेजेस के लिए किस तरीके से लिखना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। एक एक करके हम लोग चीजों को कवर करते चलेंगे। जैसे हेडिंग्स एंड टाइटल्स ऑफ द पेज शुड बी डिफरेंट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जो आपका H1 होता है ना उसी को टाइटल बना देते हैं, और इसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस CMS के अंदर ये बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब जो भी आप टाइटल बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट आपका H1 हो जाता है, या जो भी आप H1 बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट आपका टाइटल हो जाता है। तो आप मेक श्योर करो कि दोनों ही चीजों को आप अलग रखो। देखो दो स्कोप आपको मिल रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन करने को, दोनों जगह पर आप एक ही चीज रख दो तो गड़बड़ है ना। मैं आपको दो स्पेसेस दूं कि यहां पे भी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, यहां पर भी, और आपने क्या किया, दोनों जगहों पर एक ही चीज कर दी, तो क्या प्रॉब्लम होगी कि आपने एक बहुत बड़ा जो ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप था उसको खुद ही खत्म कर दिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू अगेन टाइटल टैग्स, राइट। तो आई बिलीव बहुत सारे कॉन्सेप्ट टाइटल टैग्स के आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से काम करता है, और क्यों हम लोगों को इस पे इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ऑन पेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइटल टैग, हम इग्नोर नहीं कर सकते इसको। हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए। तो गाइस ये क्वेश्चन कोई भी बंदा हो, अगर वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेशन रखता है या रिलेट करता है तो वो इस क्वेश्चन के अक्रॉस जरूर आता है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड में जॉब करते हैं तो आपको अपने बॉस को बताना पड़ता है, ठीक है, आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनको बताना पड़ता है कि आप इस वेबसाइट को कितने टाइम में रैंक करा देंगे, या आपके जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा, उन्हें बताओ, उन्हें क्लाइंट को बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, राइट। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपकी खुद की एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग वर्क आप करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको एसईओ का प्रोजेक्ट मिल गया तो आपको डायरेक्टली क्लाइंट को बताना पड़ता है। जो बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें अगर अपनी वेबसाइट को किसी को देना है, ठीक है, किसी फ्रीलांसर को देना है या किसी एजेंसी को देना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वर्क के लिए, तो उनको भी एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि वास्तव में एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कितना टाइम लगता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्लाइंट को अगर नहीं पता होगा ना तो बजट किस तरीके से डिसाइड करेगा कि मुझे 6 महीने लग सकते हैं, मुझे 8 महीने लग सकते हैं, मुझे 5 महीने लग सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसे कुछ अपना बजट भी प्लान करना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है और इसका कोई सीधा सा आंसर नहीं। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में यह है कि इसका कोई सीधा सा आंसर नहीं है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो बेसिकली इस चीज को डिसाइड करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा। फिर भी कुछ स्टडी, कुछ रिसर्च, कुछ एनालिसिस के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को किसी हद तक सॉल्व कर लेते हैं, या किसी हद तक हम लोग कहें कि लॉजिकल आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट को अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से रैंक कराना चाहें तो गाइस जो सबसे आसान आंसर है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एंड इट इज लाइक इट डिपेंड्स, ठीक है। और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, क्लियरली ये कह पाना बिल्कुल गारंटी के साथ, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल गारंटी के साथ कि 3 महीने लग जाएंगे सर, 3 महीने में इस वेबसाइट को रैंक करा दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं गूगल की कोई अपडेट आ गई, वेबसाइट की रैंकिंग गिर सकती है, मान सकते हैं कि उस अपडेट से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग एकदम से बढ़ भी सकती है। तो जो प्रोजेक्शन आपने 3 महीने का किया था, हो सकता है आपकी वेबसाइट 2.5 महीने में ही रैंक कर जाए या 2 महीने में रैंक कर जाए, या जो प्रोजेक्शन आपने मैथमेटिकली, मैं लॉजिकल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, कोई हवा वाले प्रोजेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि बस वेबसाइट को देखा और कहीं से सीख लिया कि 3 महीने लगते हैं एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक कराने के लिए, तो 3 महीने में रैंक हो जाएगी और वो जाकर आपने क्लाइंट को बोल दिया, अपने बॉस को बोल दिया। मैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपने बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया,
कुछ नॉलेज आपने ली, उसके बाद आप ये बात कह रहे हो कि इस वेबसाइट को रैंक कराने में 3 महीने लगेंगे, फिर भी प्लस माइनसेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड ही इतनी डायनामिक है, बहुत सारे चेंजेस रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, एल्गोरिथम से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी प्ले करते रहते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो गाइज चलिए एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं हम लोग कि कितना टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने बताया सीधा सा आंसर है इट डिपेंड्स, और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। कुछ फैक्टर्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैंने आगे यहां पर एक चार्ट भी बनाया हुआ है जिसमें आप ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, और उन स्टेप्स के बेसिस पे वास्तव में कितना टाइम लग सकता है, राइट। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डोमेन। गाइज ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएफ ने एक स्टडी करी थी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, और उस स्टडी को करने के बाद आरएफ ने ये कंक्लूड किया, ये देखा कि जो टॉप 10 पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूं, जो टॉप 10 पोजीशंस में रैंक कर रही हैं वेबसाइट्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर, वो वेबसाइट्स 2+ ईयर्स से ज्यादा पुरानी हैं, या वो डोमेन जो है वो 2 साल से ज्यादा पुराने हैं। तो एक ये फैक्टर, अब यही फैक्टर नहीं है, अब आप ये सोच लो कि भाई इसका मतलब तो ये है कि हमारा डोमेन पुराना है तभी हम वेबसाइट रैंक कर पाएंगे, नहीं, ये एक फैक्टर देखने को मिला। मतलब जैसे आरएफ ने क्या किया, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में वेबसाइट्स आ रही थी उन टॉप 10 वेबसाइट्स को उठाया, ठीक है, और उनके डोमेन को स्टडी किया कि इनका जो डोमेन है ये कितना पुराना है। जब पता चला कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका अगर डोमेन एज देखी जाए तो ऑन एन एवरेज 2 साल या 2 साल से ज्यादा के पुराने हैं। तो एक बात आरएफ को समझ में आई कि ये एक फैक्टर है, मतलब जितनी भी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक हो रही हैं वो थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट्स हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड जो फैक्टर है जो आप यहां पर देख रहे हो दैट इज एक्चुअली कि किन कीवर्ड्स के लिए आप रैंक करना चाहते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप किस टाइप के कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो, राइट। जैसे आपने बहुत ही इजी टू रैंक कीवर्ड पिक कर लिया, ठीक है, तो आप जल्दी रैंक कर जाओगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी रैंक कर जाओगे। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पकड़ लिया तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एग्जांपल मान के चलते हैं, यहां पर मैंने एक कीवर्ड पकड़ लिया विच इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहता हूं या अपने वेब पेज को रैंक कराना चाहता हूं। गाइस बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, क्यों? क्योंकि यहां पर जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उन्होंने अपने वेब पेज के ऊपर बहुत ही भयंकर काम कर रखा है, बहुत ज्यादा काम कर रखा है, राइट। यहां पर अगर हम लोग बात करें इजी में, जैसे मैं आज एक वेबसाइट बनाता हूं और मेरा जो कीवर्ड है वो है हु इज उमर दस्तगीर, ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मुझे कितना टाइम लगेगा रैंक करने में। तो ये इसके ऊपर रैंकिंग की बात करें, अगर सब कुछ सही है, हमने ऑन पेज ठीक कर रखा है, हमने जो है बैकलिंक्स बनाने शुरू कर दिए, तो हो सकता है 2 वीक्स के अंदर ही हम रैंक कर जाएं, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंपटीशन ही नहीं है, बहुत सारे लोग इसके लिए ट्राई ही नहीं कर रहे, बल्कि कोई भी नहीं ट्राई कर रहा होगा। कौन लिखेगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल या कंटेंट, राइट। तो दूसरा जो फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो ये है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंकिंग चाह रहे हो। तो जब आपके पास क्लाइंट आता है और आप उसकी वेबसाइट को ऑडिट कर रहे होते हैं, तो आप देखें कि उसने जो आपको इनिशियली कीवर्ड्स दिए, क्योंकि बातचीत में ना ये बात आ जाती है कि क्लाइंट आपको बोलता है कि सर हमारे तो ये कीवर्ड्स हैं, बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज, बेस्ट आईआईटी कोचिंग, बेस्ट क्लैट कोचिंग इन दिल्ली, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो अब आप एनालिसिस करेंगे कि बेस्ट क्लैट कोचिंग आप जो कीवर्ड है उसको टाइप करेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो जो टॉप 5 रिजल्ट्स हैं उनकी आप एनालिसिस करेंगे जाके। ये जो टॉप 5 रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये वेबसाइट्स जो हैं ये कितनी अथॉरिटी रखती हैं, ये वेबसाइट्स कितनी पुरानी, इनका कंटेंट किस तरीके का है, इनके बैकलिंक्स किस तरीके के हैं, उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा जजमेंट कर सकते हैं, या थोड़ी सी एनालिसिस, जजमेंट भी नहीं एनालिसिस आप कर सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ना, क्योंकि ऐसा नहीं केवल आप ही उस कीवर्ड के लिए कॉम्पीट करो, दूसरे लोग भी हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूं, तो उसकी कंडीशन क्या है कि मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूं। अगर मुझे बहुत ही जो बच्चे पढ़ने में उतना अच्छे नहीं है उनके क्लास में बैठा दिया जाए, तो मेरे चांसेस ज्यादा है मैं कम मेहनत करूंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, है ना। मतलब अगर उस क्लास में पहले से ही टॉप करने वाले बच्चे के पास 60% मार्क्स हैं, तो अगर आप 61% मार्क्स ले आओगे तो आप फर्स्ट आ जाओगे। लेकिन आपको ऐसे ग्रुप के साथ कॉम्पीट करा दिया जाए जिसमें ऑलरेडी 96-97% लाने वाले बच्चे हैं, तो आपको तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 98% लाने के लिए, तब आप फर्स्ट आओगे। तो फर्स्ट आने की कंडीशन क्या है, केवल हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। सेम चीज यहां पर भी होती है कि जो कीवर्ड हम लोगों ने सेलेक्ट किया ना, उसके ऊपर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या एफर्ट्स कर रखे हैं, उनके पास कितने बैकलिंक्स हैं, उनके वेबसाइट का जो ऑन पेज है वो किस तरीके का है, उनका जो टेक्निकल है उन्होंने कितना स्ट्रांग कर रखा है। तो ये सारी चीजों की भी हमें स्टडी करनी आनी चाहिए, ठीक है। वही मैंने थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है
whom you are competing with। ठीक है, तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी आपको पूरी प्रोफाइल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रोफाइल एनालिसिस में उनका पूरा एक तरीके से आपको स्वॉट एनालिसिस जो होती है ना, वो आपको करनी पड़ेगी कि वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनकी अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, वो अभी करंट कहां पर वीक हैं और कहां पर वो स्टैंड कर रहे हैं, ताकि आप उनसे बेहतर कर सके, उनसे और अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर देखो, विच इज एक्चुअली द फोर्थ पॉइंट, योर बजट फॉर द वेबसाइट। ये भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं आपने बहुत सारी एनालिसिस कर ली, सारी रिसर्च आपने कर ली, सारी एनालिसिस कर ली, और उसके बाद आपको समझ में आया कि मुझे बहुत ही क्वालिटी बैकलिंक्स अगर मिल जाएं, ठीक है, अगर मुझे क्वालिटी बैकलिंक्स मिल जाए तो मैं 2 मंथ्स में ना अपनी वेबसाइट को रैंक करा दूंगा। ठीक है, 2 मंथ्स में। अब क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए क्या आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, क्या आपको टीम नहीं चाहिए, क्या आपको कंटेंट नहीं चाहिए? ठीक है, तो कंटेंट लिखने में क्या आपको कुछ स्पेंड नहीं करना पड़ेगा आपको या आपके क्लाइंट को, किसी को भी? क्या कुछ अमाउंट नहीं स्पेंड करना पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल स्पेंड करना पड़ेगा, बिना अमाउंट स्पेंड किए कंटेंट कैसे लिखेगा? अब अगर आपका बजट लो है तो ये कंटेंट लिखने में टाइम लगेगा। जो आपने 10 आर्टिकल्स का प्रोजेक्शन किया था कि मैं 10 आर्टिकल्स लिखूंगा, 10 आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से लिखूंगा, दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर उनको पोस्ट कराऊंगा, अगर बजट लो है तो ये काम रुक जाएगा, है ना? अगर ये काम रुक जाएगा तो जो आपने प्रोजेक्शन करी थी 2 महीने में इस वेबसाइट को रैंक कराने की, वो प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। देन ऑल्सो योर स्किल सेट, सारी चीजें मैंने एनालाइज करके आपको दे भी दी। आपको करना ही नहीं आता, आपको बैकलिंक्स बनाने ही नहीं आते, आपको ठीक तरीके से ऑन पेज करना ही नहीं आता। मैंने कहा आपसे कि आपको बेहतर ऑन पेज करना होगा अगर आप 3 महीने के अंदर रैंक करना चाहते हो, और मान लेते हैं आपको ऑन पेज करना ही नहीं आता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? तो स्किल सेट भी मायने रखता है। तो अगर हम फिर से बात करें कि अपनी वेबसाइट को अगर हम रैंक कराना चाहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पेज पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, तो हमें क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे या हमें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम जो लगेगा वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट या डोमेन कितना पुराना है, किस कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर रहे हो, किनके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, आपका बजट का यहां पर आप ऐसा मतलब ही समझ लो कि मैं रिसोर्सेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या रिसोर्सेस हैं आपके पास और आपका स्किल सेट क्या है? उसके बाद भी अगर मैं किसी नंबर से एनालिसिस पे पहुंचने की कोशिश करूं, तो यहां पर मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है, छोटा सा चार्ट टाइप का है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि एसईओ कितना टाइम लेता है। तो क्रॉलिंग में 1 से 2 घंटे लगते हैं, क्रॉलिंग हो जाती है। ठीक है, इंडेक्सिंग में 1 से 2 दिन लगते हैं अगर इंडेक्सेबल है तो। ठीक है, अगर आपने इंडेक्सेबल ही नहीं बना रखा है, आपने robots.txt से मान लेते हैं आपने ब्लॉक कर रखा है, तो प्रॉब्लम होने वाली है ना भाई। ठीक है, या फिर आपने नो इंडेक्स टैग लगा रखा है तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्सेबल है, अगर आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल है, सब कुछ ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से आपको 1 से 2 दिन लगेंगे और आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स हो जाएगी। मतलब आप गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चल गया। ठीक है, रैंक फॉर द ब्रांड, ब्रांड का मतलब यहां पर ब्रांड कीवर्ड से है। ठीक है, ब्रांड कीवर्ड, जैसे मैंने अभी आपको हु इज उमर तस्कीर वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूं umartaskeer.com और वहां पर मैं उमर तस्कीर कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहूं, तो मैं 2 दिन के अंदर रैंक हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर और कुछ कंपटीशन ही नहीं है। तो यहां जो मैंने फैक्टर्स लिखे हुए थे वो प्ले में आ रहे हैं कि नहीं? whom you are competing with, हम तो किसी से नहीं कॉम्पीट कर रहे हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हो? हम बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर ब्रांड का मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ब्रांड कीवर्ड्स। तो 2 से 3 वीक लगेंगे। ये 2 वीक मैंने 2 से 3 वीक यहां पर इसलिए ये पिक किया हुआ है मैंने, क्योंकि हम थोड़ा सा अगर ज्यादा टाइम लेकर चले तो ज्यादा बेहतर है। रैंकिंग फॉर लो कंपटीशन फ्रेजेस, जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स, फ्रेजेस या क्वेरीज हैं, उन पे आपको रैंक होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। क्योंकि आप समझो ये एक प्रोसेस है। जैसे आपने क्या किया, आपने 15 दिन के अंदर सारा ऑन पेज निपटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपने टेक्निकल एसईओ भी निपटा दिया। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट अब रेडी हो गई। लेकिन भाई मेरे, जब आप बैकलिंक्स बनाने जाओगे, ठीक है, तो बैकलिंक्स आप बनाओगे तो क्या तुरंत आपके बैकलिंक्स सारे इंडेक्स हो जाते हैं? तुरंत आपके सारे बैकलिंक्स क्या लाइव हो जाते हैं? ये आपको पता है, ये तुरंत नहीं होते हैं, ये कभी कभी अप्रूवल के लिए चले आते हैं। तो इन सारी चीजें में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा ना। अप्रूवल होने में ही कभी कभी 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो अप्रूवल होने में अगर टाइम लगेगा, तो यहां पर जो आपको टाइम दिया हुआ है कि 2 से 3 महीने अगर लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स हैं तो उसमें लगता है। अब लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स का क्या मतलब हुआ? देखो समझो, यहां पर जैसे मैं अगर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, एक ही कीवर्ड है, और एक दूसरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। ठीक है,
तो इसको आपने देखा कीवर्ड टूल के अंदर, जो भी आप कीवर्ड रिसर्च के टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा कि इस कीवर्ड के ऊपर तो बड़ा सर्च अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कहा मैं इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाहता हूं, ठीक है, बट ये वाला जो कीवर्ड है आपका, ये लो कंपटीशन नहीं है, ठीक है, इसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, बट ये लो कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया की जो वेबसाइट्स हैं वो अपने वेबसाइट्स को या अपनी जो उनके डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं उनके वेब पेजेस को रैंक कराना चाहते हैं। बट मान लेते हैं अगर आप इसके ऊपर जाना चाहो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ या दिल्ली या मुंबई या पुणे, तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि आप आसानी से रैंक हो जाओगे। तो ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, दिस इज एक्चुअली रैंकिंग फॉर लो कंपटीशन फ्रेजेस। तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करें कि भाई तुम्हारी जो सर्विसेज, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा तो टाइम लगेगा, तो क्या हम उसको ब्रेक कर सकते हैं? हम इसके ऊपर भी एफर्ट्स करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो क्या हम नए और पेजेस बना सकते हैं? नए पेजेस इस टाइप से हम बना सकते हैं? आप मेरे को बताओ, आप अपने क्लाइंट से डिस्कशन कर सकते हो कि आप मेरे को बताओ कि और किन सिटीज में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वहां से हम ट्रैफिक ला सकते हैं। या आप रिसर्च जब करोगे, ठीक है, जब आप रिसर्च करोगे कि और कहां कहां ये कीवर्ड जो है सिटी वाइज सर्च हो रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को खुद सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट आपके एफर्ट से ज्यादा अपने रिजल्ट्स की चिंता करता है, ठीक है। तो भले आपने पूरी ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत करी इसको रैंक कराने में, लेकिन आपने अपना दिमाग नहीं यूज किया कि मैंने कमिटमेंट कर दी क्लाइंट को 3 महीने में मैं रैंक करा के दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मैंने किस कीवर्ड के ऊपर उसको रैंक कराना था, ठीक है। वहीं पर अगर आप इस टाइप के 5-6 पेजेस बनाकर इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है उसको रैंक कराने की कोशिश करेंगे आप अपने वेब पेजेस को, और क्लाइंट्स को रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, तो यहां से ट्रैफिक आएगा। हो सकता है जो सेल्स हो या जो कन्वर्जन्स हो वो भी यहां से बहुत अच्छे आ जाए। तो आप इसके ऊपर भी काम करें, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी आप मिस ना करें, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये आपको 2 से 3 महीने के अंदर एक बेहतर रैंकिंग दे सकती है। बेहतर रैंकिंग का यहां पर मतलब वो ये है कि हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस अकॉर्डिंग टू गूगल अगर आपको करनी है तो लगभग आपको 4 से 12 महीने रख जाते हैं, ठीक है। ये भी इन सारे बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हाई कंपटीशन फ्रेजेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 2 इयर्स भी लग सकते हैं। आई हैव वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट्स जिनके पास इतना पेशेंस था, ठीक है, कि वो सर आराम से आप करो, 1 साल 1.5 साल लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जो हमारा मेन कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है उसको हम दे देंगे 2 इयर्स, आप तब तक हमारे ब्लॉग्स के ऊपर काम करवाना शुरू करो। इस टाइप का डिस्कशन हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं। तब तक आप हमारे जो ब्लॉग्स हैं इनके कंटेंट को रैंक कराने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे, यहां पर आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ताकि हमारी जो रैंकिंग है वो क्विकली अगर हम इंप्रूव करना चाहें तो अभी के लिए अगर हम कुछ अपने पेजेस को रैंकिंग देना चाहें, ठीक है, उनको रैंक कराना चाहें, वहां से बिजनेस लाना चाहें, वहां से ट्रैफिक लाना चाहें, तो उसके लिए यही तरीका है। और जो हमारा मेन कीवर्ड है उसमें टाइम लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हमें उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है तो फिर हमें यहां पर आना पड़ेगा, हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, हमें ज्यादा आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, हमें और ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें अपनी टीम एक्सपैंड करनी पड़ेगी। अगर हमें अपनी टीम एक्सपैंड करनी पड़ेगी तो उसकी कुछ मॉनिटरी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट उस कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार है या हम उस कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम उस प्रोसेस को जो 12 महीने में होने वाली है उसको हम 8 महीने में दबा के कर सकते हैं, 7 महीने में उसको हम दबा के कर सकते हैं। उसका टाइम लिमिट जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो अभी आपको बात समझ में आ रही होगी कि वास्तव में अगर ये सवाल आता है कि कितना टाइम लगेगा हमारी वेबसाइट को रैंक होने में, तो अगर आपने सीधे इस चीज का आंसर दे दिया 2 महीने में मैं रैंक करा दूंगा, 3 महीने में मैं रैंक करा दूंगा, या 4 महीने में मैं रैंक करा दूंगा, और आपने उस वेबसाइट की या उसके कॉम्पिटिटर्स की जो है वो रिसर्च नहीं करी कि वो कहां स्टडी करते, कि देखो ये एक रेस है, ठीक है, एक रेस है, एक कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे क्लास का कॉम्पिटिशन होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि मैं क्लास के अंदर फर्स्ट आ जाऊंगा, लेकिन मैं ये तो देखूं कि एक बार कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, उनका जो अभी एवरेज परसेंटेज है वो कहां तक जा रहा है, उसके हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करूंगा, स्टडी करूंगा। या मैं सीधे बोल दूंगा उनको नहीं मैं 1 महीने की तैयारी में ना फर्स्ट आ जाऊंगा क्लास में, ठीक है। तो हो सकता है मैं फर्स्ट आ जाऊं 15 दिन की तैयारी में, बट डिपेंड करता है कि हम किस क्लास के अंदर जा रहे हैं, किस बैच के अंदर जा रहे हैं, हमारा असली कॉम्पिटिशन किसके साथ है। तो इस चीज का आंसर अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रैंक अ वेबसाइट, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डोमेन वाले फैक्टर को आप हटा भी दो तो ये 2 कंपटीशन से रिलेटेड फैक्टर और ये जो हमारा बजट और स्किल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इनमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है वेबसाइट को रैंक
कराने में। इसके अलावा कोई अगर आपको ये बता रहा है 1 महीने में रैंक हो जाएगी, 1.5 महीने में रैंक हो जाएगी, 2.5 महीने में रैंक हो जाएगी, सही है, कोई बता रहा होगा सही बता रहा है, लेकिन अगर उसने कैलकुलेशन करके नहीं बताया तो वो आंसर गलत है। हो सकता है कि उसने जो इस टाइप से प्रेडिक्शन किया या भविष्यवाणी कह लो, मैं तो भविष्यवाणी कहूंगा भाई, कि अगर कोई ये बात कह रहा है कि मैं 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में आपकी वेबसाइट को रैंक करा दूंगा और बिना किसी बैकअप के, बैकअप इन द सेंस बिना किसी कैलकुलेशन के, कि देखो भाई मैंने आपके ये कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करी है, इनके देखो इतने एवरेज बैकलिंक्स हैं, रोज के अगर इनके एवरेज बैकलिंक्स की बढ़ने की स्पीड देखी जाए तो इस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे इतने बैकलिंक्स को बनाने में इतनी रिसोर्सेज लगेंगी, इतना अमाउंट खर्च होगा, बाकी ये इस टाइप से कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, इस टाइप से ये ब्लॉग्स अपने डाल रहे हैं, इस टाइप से इनकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी रिसर्च अगर वो मुझे दिखा देता है और उसके बाद कोई बोलता है कि 2 महीने लगेंगे, 2.5 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, तो बात समझ में आती है कि उसने कुछ मेहनत करी, उसने कुछ जो है एफर्ट्स किए और उसके बाद वो चीजों को कैलकुलेट करके जस्टिफाइड वे में मुझे बता रहा है कि एक्चुअली कितना टाइम लगेगा। ऐसे हवा में नहीं, ठीक है, हवा में हो सकता है कि भविष्यवाणी किसी ने कर दी 2 महीने लगेंगे और हो सकता है वो सही हो जाए, ठीक है, बट ये कोई सही तरीका तो नहीं हुआ कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे हैं सही तरीके से, तो ये सही तरीका नहीं हुआ, ये तो केवल एक तरीके से गेस करना हो गया चीजें, और वो जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल आम बातचीत की भाषा में कि तुक्का लगाना हो गया और तुक्का सही भी लग गया, राइट। तो आई बिलीव आप जो है हमेशा कैलकुलेटेड वे में चीजों को जो है करने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे आपके जो आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चन है उसके पीछे जो भी आपके आंसर्स हैं वो बैक्ड अप बाय डेटा होनी चाहिए, बैक्ड अप बाय एनालिसिस होनी चाहिए। मेरी अप्रोच यही होती है, इसीलिए मैं आपको उसी टाइप की अप्रोचेस बताता हूं, वही सारी चीजें बताता हूं जो मैं करता हूं, ठीक है, ऑनेस्टली यही सही आंसर है। यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस के बारे में, किस तरीके से हम लोग जो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शंस है उनको लिख सकते हैं। गाइस कहने को तो चाहे हम टाइटल टैग की बात करें या हम मेटा डिस्क्रिप्शंस की बात करें, कहने को तो बहुत ही छोटे से टॉपिक है, बहुत ही इजी से टॉपिक है, बस सिंपली हमें कीवर्ड्स वगैरह ही तो लिखना होता है एक लाइन के कंटेंट में, और मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारे पास 2-2.5 लाइन का कंटेंट होता है, उसके अंदर हमें कीवर्ड्स ही तो लिखना है। आखिर इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको किस तरीके से इन सारी चीजों का जो ध्यान है वो रखना है। गाइस हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग परफेक्टली जो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं उनको लिख सकते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन का सिंटेक्स है जो कि आप यहां पर देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक तरीके से HTML टैग ही है, तो आप देख सकते हो यहां पर कि जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन का सिंटेक्स है वो इस तरीके से हमें दिखता है, विच इज लाइक मेटा नेम और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ कॉन्टेंट के अंदर आप देख सकते हो ये जो इतनी चीजें लिखी हुई है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस विल ऑफन शो अप इन द सर्च रिजल्ट। ये जो आपको दिख रहा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली द कंटेंट ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन, या आप बोल सकते हो कि ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो होगा जो हमारा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखाई देगा। तो गाइस सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो भी एलिमेंट्स हमारे दिखाई देते हैं वो सभी एलिमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हो गया हमारा टाइटल, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ जो नीचे आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये कुछ जो लिंक्स की तरीके से आपको दिख रहे हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, ठीक है, These are because of structured snippet। तो ये एक दूसरी चीज है, इसको भी हम लोग ऑन पेज में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमें यहां पर दिखाई देता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या लग रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में हमें कीवर्ड्स वगैरह को यूज करना है, बस हो गया और हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी हो गया। गाइस एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना वो डायरेक्टली ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपकी रैंकिंग के लिए यूज होता है, राइट। और ये मैं नहीं, ये गूगल कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन को वो डायरेक्टली नहीं कंसीडर करते हैं रैंकिंग के लिए। अब डायरेक्टली ना कंसीडर करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने बहुत ही अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा तो क्या होगा वहां पर, क्योंकि ये मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर दिख रहा है, विच मींस दैट कि ये इफेक्ट करेगा यूजर को। जब यूजर हमारे रिजल्ट को देखेगा और हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो यूजर क्या करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा। जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा, हमारा जो CTR है वो इंक्रीज होगा। अगर हमारा CTR है वो इंक्रीज होगा तब गूगल को सिग्नल जाएगा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या रैंकिंग
रैंकिंग डायरेक्टली इफेक्ट हो रही? नहीं, इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रही। अगर हम बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक्चुअली हमारा सीटीआर इफेक्ट होता है और सीटीआर की वजह से जो हमारी रैंकिंग है वो इफेक्ट होती है। तो गूगल या गूगल का जो क्रॉलर है वो डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से लेता है? देखो, इट टेल्स क्रॉलर्स व्हाट योर कंटेंट इज ऑल अबाउट। तो आपको आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से लिखना है जिससे ये बात पता चल जाए कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद जिस पेज के ऊपर जाता है उस पेज के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है। मतलब ये एक तरीके से जो डिस्क्रिप्शन यहां पर है ये एक तरीके से आपके कंटेंट की शॉर्ट समरी है। ये डिस्क्रिप्शन आपके कंटेंट के रिलेवेंट होना चाहिए, आपका कंटेंट किस बारे में है उसके रिलेवेंट होना चाहिए। कुछ एलिमेंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पहले कि हमें किस तरीके से जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है उसे लिखना है। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ द डे किस तरीके से दिखाई देगा। फाइन। तो यहां पर अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। अगर हम लोग बात करें किस तरीके से हम लोगों को लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखो कि आप एक दो सेंटेंस लिखो। देखो, एक दो सेंटेंस मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप उसको मीनिंगफुल बना सके और आप उसको कुछ रिलेवेंसी दे सके। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप पॉइंटर्स की तरीके से लिख दें, जैसे बुक नाउ, ठीक है, गेट नाउ। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये सारे एलिमेंट्स ही नहीं होने चाहिए आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हम कॉल टू एक्शन की जब बात करेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या हम कॉल टू एक्शन लिख सकते हैं उस वक्त हम इसकी बात करेंगे। बट फॉर नाउ आपको यह समझना है कि हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना वो एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह होना चाहिए। एक ऐसी चीज हमें मेंशन करनी है जो ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कर सके। हमें यहां पॉइंटर्स नहीं डालने, हम यहां से कुछ बेच नहीं रहे, हम यहां से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो इसके ऊपर क्लिक करें और जो हमारा सीटीआर है वो इंप्रूव हो। तो यहां पर आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर्स। तो आप देख रहे हो ये केवल एक ही सेंटेंस है। नीचे आ जाते हैं यहां पर, डिजिटल मार्केटिंग encompasses ऑल मार्केटिंग एफर्ट दैट यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द इंटरनेट। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया और उसके बाद अब देखो बिजनेसेस लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और फिर फर्दर, तो ये एक दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर, ये एड की तरह जो हमारे गूगल एड्स होते हैं उनकी तरह यहां पर ऐसा नहीं है कि कुछ शॉर्ट एलिमेंट्स लिखे हुए या कुछ जो है सेल करने वाले एलिमेंट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। मेक श्योर करें कि आप एक दो सेंटेंसेस लिखें जो कि बेहतर है। और अगर कैरेक्टर्स की हम लोग बात करें तो आप मेक श्योर करें कि आप 140 से 160 कैरेक्टर्स के बीच में आप लिख सकते हैं। मैंने 140 टू 150 लिखा हुआ है बट आप इसको इंक्रीज करके 160 भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने टारगेटेड कीवर्ड्स को यूज करें बट स्टफ ना करें। मेक श्योर करें कि वो जो स्टेटमेंट है ना उसके बीच में आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है या जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आ जाए। और गाइस एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब कभी भी आपका प्राइमरी कीवर्ड ना सेंटेंसेस में आता है, जब कभी भी आपका प्राइमरी कीवर्ड किसी सेंटेंस में आएगा वो नेचुरल ही लगेगा। जैसे मैं यहां पर आता हूं और शायद मैंने यहां पर जो क्वेरी की थी वो डिजिटल मार्केटिंग करी हुई थी। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी यहां पर जो डिस्क्रिप्शंस है, जैसे पहला तो विकिपीडिया है, दूसरा जो हबस्पॉट है वो है, यहां पर आप देखो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग यहां पर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग यूज जरूर किया है, डिजिटल मार्केटिंग इनका प्राइमरी कीवर्ड जरूर है जिसको इन्होंने यूज किया हुआ है। बट इसको यूज करने के लिए आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने इतना बड़ा जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो वो यूज कर रहे हैं, स्टफ नहीं कर रहे हैं। आपको डिफरेंस समझना है यूज करने में और स्टफ करने में। तो वहां पर यूज हो रहा है तो पता भी नहीं चलेगा और नेचुरली वे में ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स कर लेते हैं तो वास्तव में क्या किसी कीवर्ड के ऊपर ऐसे हमारे डिस्क्रिप्शंस जो है वो शो होते हैं। अभी उसको भी देख लेंगे। इंक्लूड द CTAs व्हिच इज कॉल टू एक्शन बाय द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन। अगर आप डिस्क्रिप्शन के एंड में करेंगे ना तो ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके CTR को इंक्रीज करें। पूरी बात आपने लिखी, उसके बाद आप लिख सकते हो लर्न मोर, ठीक है। अगर आपका जो है ई कॉमर्स वगैरह है तो फिर आप वहां पर बुक नाउ लिख सकते हो। ई कॉमर्स के लिए बिल्कुल अलग ही तरीके से जो है हमारे डिस्क्रिप्शंस की अप्रोच होती है। मैं आपको अभी जनरल जो डिस्क्रिप्शंस है वो आपको बता रहा हूं। नो डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी देयर ऑन डिफरेंट पेजेस। गाइस इस चीज को मेक श्योर करना है हमें कि ऐसा ना हो कि एक जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है वो पेज 1 पे भी सेम है और पेज 2 पे भी सेम है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे डीप क्रॉल है, स्क्रीमिंग फ्रॉग है, ठीक है, स्क्रीमिंग फ्रॉग है और डीप क्रॉल है, जैसे मैंने आपको बताया। इनको आप यूज कर सकते हो। स्क्रीमिंग फ्रॉग फ्री में भी आपको हेल्प कर देगा कि आप क्विकली जाकर ये फाइंड कर सकते हो कि आपके जो डुप्लीकेट H1s तो नहीं है, आपके डुप्लीकेट टाइटल टैग्स तो नहीं है, आपके डुप्लीकेट जो डिस्क्रिप्शन टैग्स हैं वो तो नहीं है। तो आप इस टूल्स की जो है हेल्प ले सकते हो। अगर आपके लिमिटेड वेबसाइट है, उतने बड़े
वेबसाइट नहीं है उतनी ज्यादा, अगर पेजेस नहीं है उसके अंदर, तो आप इन टूल्स की हेल्प से ले सकते हो। मेक इट मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट टू योर कंटेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी। आप लिखने के बाद ना, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद ये मेक श्योर करें कि इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अगर कोई बंदा मेरे लैंडिंग पेज या जो भी मैंने वेब पेज के लिए लिखा हुआ है उसके ऊपर जाता है, तो इन दोनों में ऐसा तो नहीं है कि इसको पढ़ने के बाद उसे लगे कि ये मैं कहां गया, ठीक है, ये तो इसको रिलेवेंट ही नहीं। तो आप ये चीज जरूर मेक श्योर करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी को ना मार्क करता है गूगल, इसी को मार्क करता है गूगल। अभी आपको और चीजें क्लियर होंगी। यहां पर जो 6th पॉइंट है, इफ देयर आर एनी प्रीव्यू टूल्स मेक श्योर यू आर चेकिंग विद प्रीव्यू टूल। आप देखो बहुत सारे प्रीव्यू टूल ऐसे होते हैं, आप गूगल पे जाकर चेक करोगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रीव्यू टूल आपको मिल जाएंगे। प्रीव्यू टूल से आपको यह हेल्प मिल जाती है कि आपको एज अ यूजर ये बात समझ में आने लगती है कि मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिखाई देगा। तो आप उस चीज को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हो कि मेरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिखाई दे रहा है एज अ यूजर, राइट। नो कोटेशंस मार्क्स, बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा है कुछ लोग शायद गलतियां कर देते हैं, जैसे वो अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कोटेशन मार्क्स वगैरह जो है या एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह जो है इनको यूज करते हैं। आपको इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको नहीं यूज करने, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, राइट। उसके बाद 2-3 चीजें और जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू डिस्क्रिप्शन, वो ये है। सबसे पहला, गूगल में चूज टू ओवररूल द मेटा डिस्क्रिप्शन इन द HTML ऑफ योर वेब पेज, इट कैन यूज अदर मेटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ योर पेज। देखो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया, आप कितना ही रिलेवेंट, कितना ही अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन क्यों ना लिख लो, मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है वही शो हो जाए यहां सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, ये जरूरी नहीं है। गूगल को अगर लगेगा कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन उतना रिलेवेंट नहीं है, तो गूगल क्या करेगा, आपके वेब पेज से कोई भी जो कंटेंट है, कोई भी कंटेंट आपके वेब पेज से उठा लेगा, जो भी पैराग्राफ वगैरह के बीच में होगा, और उसको यूज कर लेगा एज मेटा डिस्क्रिप्शन यहां पर। क्योंकि गूगल क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है कि जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपके वेब पेज के रिलेवेंट होना चाहिए। अगर गूगल को ये नहीं लगा तो वो वहां से उठा लेगा, आपके वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट है, जो पैराग्राफ्स वगैरह आपने मेंशन किया हुआ, जो भी टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है, वहां से कुछ कंटेंट को उठा लेगा और वहां यहां पर आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन में शो करा देगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो ज्यादा रिलेवेंट है, राइट। तो ये गूगल कर सकता है, आप कितना भी अच्छा कर लो, चांसेस हैं कि ये कर सकता है गूगल, ठीक है। तो इस चीज को आप मार्क रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन वी यूज 2 मेटा डिस्क्रिप्शंस और मोर मेटा डिस्क्रिप्शंस? गाइस ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा आता है कि सर, कुछ लोग अपना मतलब दिमाग लगाते हैं कि सर ये हमारा वेब पेज है, आपने जैसा बताया कि टाइटल का काम भी हमारे वेब पेज के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है इसको बताना बेहतर तरीके से क्रॉलर को है ना। टाइटल भी यही काम करता है, डिस्क्रिप्शन भी यही काम करता है। तो क्या हम एक से ज्यादा मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते जिससे हमारी वेबसाइट की और ज्यादा इंफॉर्मेशन और बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो क्रॉलर के पास चली जाए? देखो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में दम है, बट गाइस गूगल या जो गूगल के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है ना, उनसे ये पता चलता है कि अगर आप मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस को यूज करते हो, ठीक है, उस केस में भी जो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आपका यूज हुआ है उसी को जो है प्रायोरिटी मिलती है। तो कोई गाइस फायदा नहीं है एज सच अगर आप मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस को यूज करते हो। बट क्वेश्चन अच्छा है, देखो, है ना, क्योंकि यहां पर जो पर्पस है डिस्क्रिप्शन का वो यही है कि इस पेज की जो रिलेवेंसी है या इस पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसके बारे में और अच्छे तरीके से क्रॉलर को बता पाना। तो क्या हम मल्टीपल डिस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते? तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें और थी जो इस रिगार्ड्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। दूसरी चीज जो ये है कि मैंने यहां पर एक जो क्वेरी है वो करी हुई है डिजिटल मार्केटिंग। अब आप देख सकते हो टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग है, यहां भी टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग है, यहां भी टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग है, यहां भी टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग है, और लगभग अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही है। तो जो हम लोग बातें समझते हुए आ रहे हैं वो सारी बातें प्रूव होती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और यहां पर भी आप देखो डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि कीवर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट देखो इन्होंने किस तरीके से इसको यहां पर मेंशन किया हुआ है। आप जाकर भी सर्च कर सकते हो, सर्च करो, एनालाइज करो, और ये मेक श्योर करने की कोशिश करो कि ये सारे पॉइंट्स वहां पर फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। इससे आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके से आप और बेहतर जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटल कीवर्ड को यूज तो करना है, साथ में साथ मैंने ये भी तो बताया कि 1 से 2 सेंटेंसेस में यूज करना है। देखो अगर आपने सेंटेंसेस कम किए तो स्टफिंग हो जाएगी, ठीक है, कि आपने एक ही कीवर्ड यूज किया फिर फुल स्टॉप लगा दिया, फिर एक दूसरा कीवर्ड यूज कर रहे हो फिर फुल स्टॉप लगा रहे हो, तो ये तो कीवर्ड स्टफिंग हो गई, नेचुरल तो लगेगा नहीं। बट यहां पर मैं अगर आपको पढ़ के भी दिखाऊं, जैसे ये तो वही वाला है जो हम लोग अभी देख रहे थे आगे, यहां पर हम लोग देख सकते हैं इन्वेस्टोपीडिया का दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट टू
रीच कंज्यूमर्स, पॉइंट 1 खत्म। उसके आगे देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्रॉड फील्ड इंक्लूडिंग अट्रैक्टिंग कस्टमर्स वाया ईमेल। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर भी जो 2 है स्टेटमेंट्स वही यूज हुए और नेचुरली यूज हुए। तो बेहतर अगर हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है ना, तो हमें इन्हीं अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ेगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ना तो हमारा जो वेब पेज है उसके रिलेवेंट लिखते हैं, ना तो हम उसके अंदर कॉल टू एक्शन यूज करते हैं, ना तो हमें यह पता होता है कि हमें जो कीवर्ड है उसको किस तरीके से लिखना होता है, ना हमें यह पता होता है कि हमें 1-2 सेंटेंसेस के बाद रुक जाना है, राइट। और ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बेसिकली सामने वाले यूजर को ट्रिगर करे कि वो क्लिक करे उसके ऊपर, यही काम है। ठीक है, क्योंकि आप इस बात को समझो, रैंकिंग तो हो गई, रैंकिंग तो हो गई, तो अब मेटा डिस्क्रिप्शन का रोल क्या है? अगर रैंकिंग यहां पर हो गई, तो अगर यहां पर मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखे हुए और मैं तीसरी पोजीशन पे लेट से मैं रैंक कर रहा हूं और बंदे मेरी वेबसाइट के ऊपर या ये जो मेरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज का रिजल्ट है इसके ऊपर बंदे मेरे क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो मेरा पर्पस तो बेकार हो गया ना। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऐसा भी लिखना है हमें कि वो क्लिकेबल हो, साथ ही साथ नेचुरल लगे, साथ ही साथ उसके अंदर कीवर्ड्स भी आ सके। जब कभी भी हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, किस तरीके से हमें हमारे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को वेबसाइट के ऊपर लिखना है, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने अक्सर आता है कि हमारी वेबसाइट्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो सकती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो सकती हैं, ऐसे में हम किस तरीके से मैनेज करें। क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट की, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ जो है वो लिखना उतना कठिन नहीं होता है। वहाँ पर हमारे पास प्लगइन्स वगैरह की जो है ऑप्शंस होते हैं। 2 सबसे पॉपुलर प्लगइन्स जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती हैं वो है, एक तो योस्ट एवरग्रीन प्लगइन और दूसरी जो है वो रैंक मैथ एक प्लगइन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं दोनों में कोई कंपैरिजन अभी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूं कि कौन सी प्लगइन बेस्ट है। ठीक है, आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट दोनों प्लगइन्स जो है वो सेम तरीके से काम करती हैं। रैंक मैथ पिछले कुछ दिनों में जो है वो पॉपुलर हो गई है थोड़ी सी, बट अगर हम लोग बात करें किस तरीके से हमें हमारे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस को प्रैक्टिकली वेबसाइट के ऊपर लिखना है, तो जो सबसे पहली चीज है वो ये कि अगर वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो काम तो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है प्लगइन को यूज करके। अगर वेबसाइट कस्टम कोडेड है तो यहां पर भी 2 अप्रोचेस हमारे सामने होती है। देखो, अगर वेबसाइट कस्टम कोडेड है उसके बावजूद भी अगर ठीक ठाक डेवलपर ने उसको डेवलप किया है तो वो बैकएंड में आपको ऐसे ऑप्शंस देता है कि आप बैकएंड में लॉगिन करके वहां पर आपको पेज वाइज उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेंशन करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके अंडर वो वेबसाइट बनी हुई है या आपके पास कंट्रोल है कि आप डेवलपर से बात करके इस सेक्शन को ऐड करा सकते हैं, तो आप ऐड करा दें, क्योंकि बैकएंड में अगर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हर पेज के लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिर से बिल्कुल जो हमारा सीएमएस होता है या हमारा जो वर्डप्रेस होता है वैसा ही हो जाता है कि आप बस जो है अपने बैकएंड में लॉगिन करें, पेज को सेलेक्ट करें, उस पेज का टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपको क्या रखना है, वहां पर जाकर वो आपको फील्ड्स बनी हुई दिख जाएंगी, वहां पर जाकर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड चीज फिर ये है कि आपकी वेबसाइट कहां पर होस्टेड है, आप पेज के कोड को एक्सेस करें और फिर वहां पर उस स्पेसिफिक पेज का जो टाइटल है वो आप देखें और उस पेज का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आप देखें, और कंटेंट मेटा डिस्क्रिप्शन में जो इन्वर्टेड कोट्स में आपको कंटेंट दिखता है, कंटेंट के बीच में जाकर आप अपना जो आपका कंटेंट है वो लिख दे, मतलब जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो लिख दे, और टाइटल टैग में जो आपका टाइटल है वो लिख दे। देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये एज एसईओ पर्सन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतना काम कर लें। देखो, ये इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको डेवलपर ही चाहिए, नहीं। आज के टाइम में अगर आप एसईओ की फील्ड में हैं तो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ, ये जरूर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप होस्टिंग में किस तरीके से फाइल मैनेजर में जाकर आप किस तरीके से जो इंडिविजुअल पेजेस हैं उनको आप देख पाए, राइट। तो ये 2 तरीके हैं मेन। हम लोग वर्डप्रेस वाली जो है बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस पेज को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और किस तरीके से प्रीव्यू वगैरह देखेंगे, और उसके बाद जब सेटिस्फाई हो जाएंगे ना 100%, उसके बाद हम लोग इसको अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, हमारे पास एक वेबसाइट है एंड दिस वेबसाइट इज लाइक अ रियल एस्टेट वेबसाइट। ठीक है, और जो हमारे इस वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे मेन प्राइमरी कीवर्ड्स हैं जो इस वेबसाइट के लिए हैं, या मेन जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट्स इन जीरकपुर, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद बेस्ट फ्लैट्स इन जीरकपुर हो गया, और 2 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, या यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं 2, 3, 4, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी।
234 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर। ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर पेज के लिए, उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसका जो कंटेंट है उसको लिखा हुआ है। फाइन, अब अगर हम लोग बात करें हमारे टाइटल की, तो ये पेज क्या बताता है, सबसे पहले आप इसको समझो। जैसे हम लोगों ने क्या बात करी थी कि हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखने हैं ताकि जो डिस्क्रिप्शन है वो बता सके कि ये पेज किस बारे में है, राइट। तो ये पेज सिंपल सी बात है कि ये पेज 234 BHK जो फ्लैट्स इन जीरकपुर हैं उनके बारे में है। तो इसी के अराउंड हम लोग जो है वो कंटेंट लिखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो कंटेंट क्रॉलर के लिए भी होना चाहिए एज वेल एज वो कंटेंट यूजर के लिए भी होना चाहिए। अगर आपने केवल क्रॉलर के लिए जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो क्रॉलर तो सेटिस्फाई हो गया, बट अगर कॉल टू एक्शन वगैरह उसमें नहीं होंगे तो यूजर उस पर क्लिक भी नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा भी नहीं। तो दोनों ही चीजों को बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। फाइन, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने यहां पर ऑलरेडी ना आपके लिए टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन कर रखे हैं, और जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं कि किस टाइप से आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखना है, वही सारी चीजें यहां पर यूज हुई हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर टाइटल मैंने लिखा हुआ है फ्लैट्स इन जीरकपुर फॉर सेल, बेस्ट 234 BHK फ्लैट, सारी चीजें हमारी आ गई और मैंने ब्रांड नेम को भी यहां पर यूज किया हुआ है 234 BHK फ्लैट्स, लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर। तो मैं यहां से ये फ्लैट्स हटा देता हूं, लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर, एंड देन देयर इज अ वेरी पावरफुल कॉल टू एक्शन विच सेज बुक नाउ या चेक मोर बुक नाउ, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल गो टू आवर प्रीव्यू टूल। यहां पर मेरे पास एक बहुत ही फेमस पोर्टेंट प्रीव्यू टूल है, बस आप पोर्टेंट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन प्रीव्यू टूल डालेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के प्रीव्यू टूल हैं, आप कोई भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही यूज करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल एंटर करता हूँ, यहाँ पर मुझे जो प्रीव्यू है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, तो मैं अपना टाइटल यहां से कॉपी करता हूं, मैं अपना टाइटल यहां पर मैं पेस्ट करता हूं, और ये मुझे पिक्सल्स और लेंथ के बारे में भी वो ऑन करना है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है अगर अभी आप देखो, ठीक है। फ्लैट्स इन जीरकपुर फॉर सेल, बेस्ट 234 BHK फ्लैट्स, राइट। तो ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग गाइज यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन देखने की कोशिश करें तो हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसका भी हम लोग क्विकली प्रीव्यू ले लेते हैं कि हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिखेगा। फाइन, तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा टाइटल इस तरीके से दिख रहा है, अब ये डॉट 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 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ रिमूव करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेस्ट 234 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो ब्रांड नेम है वो भी आ गया, ठीक है। तो अगर आप वो चीज लिखना चाहो जो मैंने पहले लिखा था वो भी परफेक्ट है, ये अगर आप लिखना चाहो तो ये भी परफेक्ट है, बस वहां पर एक प्रॉब्लम है कि डॉट डॉट करके वहां पर वो आ रहा है, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में भी डॉट डॉट करके शो करेगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी ठीक है, यहाँ पर भी जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो आए जा रहे हैं, और जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में भी आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ब्रांड वर्ड को भी थोड़ा सा यूज किया हुआ है यहाँ पर। मेटा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस टाइप से स्टार्ट किया, वांट टू ओन द बेस्ट BHK फ्लैट्स इन, या यहाँ पर BHK नहीं होगा, वांट टू ओन द बेस्ट फ्लैट्स इन जीरकपुर, एक्सपीरियंस अ न्यू स्टाइल ऑफ लिविंग विद अवर 234 BHK luxury flats in Zirakpur and book now, right? So this is how we can put our title and description। और यहाँ पर देखो हमारा प्रीव्यू जो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का किस तरीके से दिख रहा है। फाइन, तो इस तरीके से आप लोग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगता है। देखो अगर आप प्योरली डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं फिर आपको क्या करना है, फिर तो आपको एक गूगल शीट बनानी पड़ेगी, उसमें आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के और उसका जो सामने स्टेटस का भी एक कॉलम बना दें कि वो जो है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो अब मतलब लाइव हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, इस टाइप से आप स्टेटस का भी एक कॉलम वहां पर बना दें और उस गूगल शीट को आप अपने डेवलपर के साथ शेयर कर दें, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो गाइज अगर हम वर्डप्रेस पे इसको इंप्लीमेंट करना चाहें तो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, देखो एक डमी वेबसाइट है ये, ठीक है, और इसके ऊपर योस्ट प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अगर योस्ट प्लगइन इंस्टॉल है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसईओ टाइटल आपको दिख रहा है, मैं इन सब को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एसईओ टाइटल है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से ये जो हमारा टाइटल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि जो प्रीव्यू में हम लोगों ने लिखा था इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूंगा, मैं एसईओ टाइटल यहाँ मेंशन कर दूंगा। देखो ये भी ग्रीन जोन में, जो इसका अपना एसईओ मॉनिटर है ना वो भी ग्रीन जोन में बता रहा है। स्लग में आप यहाँ पर जो है फ्लैट्स इन जीरकपुर लिख सकते हो, स्लग इज बेसिकली जो आपका डोमेन के बाद जो यूआरएल बनेगा, ठीक है, फ्लैट्स इन जीरकपुर, तो ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। नाउ वी विल गो हेड विद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज इस तरीके से ना आप लोग अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस को लिखें, और देख रहे हैं आप यहाँ पर ये आपको ग्रीन जोन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है पूरा प्रीव्यू भी दिखता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा प्रीव्यू भी दिखता है आपको। आप यूआरएल यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो आप यूआरएल भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं होम पेज के लिए नहीं लिख रहा होता
ठीक है, तो मैं इस टाइप से स्लग अपना बना लेता। लेट्स से अगर मैं होम पेज के ही लिख रहा हूँ तो फिर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, फिर तो जो हमारा अपटाउन स्काइलर.इन वाला है वही हमारा मेन रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रीव्यू किस तरीके से दिखाएगा। अगर आप इस चीज़ को चेक भी करना चाहते हो कि जो हम लोगों ने रूल्स यूज़ किए हैं कि हमें जो कीवर्ड है हमारा उसको हमें स्टार्टिंग में यूज़ करना है और ये सारी चीज़ें, तो अगर आप जाओ यहाँ पर गूगल के ऊपर और आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। गाइस अभी आप देख रहे हो मैंने क्विकली यहाँ पर एक क्वेरी कर दी है फ्लैट्स इन जीरकपुर की, इसीलिए ताकि हम लोग कुछ यहाँ पर जो हमारे टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन है उनको हम देख सकें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन जीरकपुर, ठीक है, 3 BHK फ्लैट फॉर सेल इन जीरकपुर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। फ्लैट्स इन जीरकपुर देखो टाइटल में यूज किया गया है, ठीक है, फ्लैट्स इन जीरकपुर टाइटल में यूज किया गया है। बाकी तो एड्स हैं, एड्स को हम लोग एक बार के लिए इग्नोर करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखो फ्लैट फॉर सेल इन जीरकपुर, ठीक है, फ्लैट्स इन जीरकपुर, फ्लैट्स इन जीरकपुर, और साथ ही साथ ब्रांड नेम्स को भी यूज किया गया है, फाइन। तो गाइस इसी टाइप से आप आइडियाज भी लीजिए, ऐसा नहीं कि आइडियाज आपको नहीं लेने, आप आइडियाज लीजिए बार बार कि किस टाइप से लोग इसको यूज कर रहे हैं, और जो बेसिक रूल्स हैं कि हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना चाहिए उसको फॉलो करके आप अपना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं। गाइज जब कभी भी हम लोग एसईओ की बात करते हैं ना, ज्यादातर जो हमारा डिस्कशन है, ये ज्यादातर जिन एक्टिविटीज की हम लोग बात करते हैं, जिन प्रोसेसेस की हम लोग बात करते हैं, वो प्रोसेसेस या तो ऑन पेज से रिलेटेड होती हैं या तो ऑफ पेज से रिलेटेड होती हैं। बहुत ही कम जगहों पर बहुत ही कम लोग टेक्निकल एसईओ के ऑप्टिमाइजेशन की और टेक्निकल एसईओ को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो गाइज टेक्निकल एसईओ मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम एक वेबसाइट की रैंकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ऑन पेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ एक बार ऐसा हो सकता है कि आपने अगर ऑफ पेज नहीं किया, मतलब अगर आपने बैकलिंक्स नहीं बनाए, तो भी जो आपकी वेबसाइट है ना केवल और केवल ऑन पेज के दम पे रैंक हो सकती है। बट गाइस टेक्निकल एसईओ के बिना कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एसईओ की। तो गाइस जैसे हमें पता है कि ऑन पेज में हम कंटेंट के ऊपर चेंजेस करते हैं, जो हमारे वेबसाइट का कंटेंट है उसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, ताकि सर्च इंजन समझ सकें कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो किस बारे में है, किस कीवर्ड्स के अराउंड या किस टॉपिक्स के अराउंड हमारा कंटेंट है। ऑफ पेज में हम लोग बैकलिंक्स की बात करते हैं। तो आखिर टेक्निकल एसईओ में हम लोग करते क्या है और टेक्निकल एसईओ हम लोग क्यों करते हैं और कितना ये इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग टेक्निकल एसईओ के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ किन चीजों में हेल्प करता है। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ अगर हम बेहतर तरीके से करते हैं, इसका मतलब जो हमारी वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी है ना उसको हम लोग इंप्रूव करें। गाइस देखो सारी चीजें जो शुरू होती है ना वो क्रॉलिंग से ही शुरू होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर गूगल का क्रॉलर आएगा, और अगर गूगल का क्रॉलर हमारी वेबसाइट को हमारे वेब पेजेस को ठीक तरीके से क्रॉल ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो ठीक तरीके से स्कैन नहीं कर पा रहा है। मैं आपको ये वीडियो डिलीवर करके दे रहा हूं, ठीक है, आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो और मान के चलते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहां पर लिखा क्या है, तो फिर आप उसके आगे क्या करोगे, कुछ भी इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो। सेम चीज यहां पर भी है गाइस, अगर हमने हमारी वेबसाइट को क्रॉलिंग फ्रेंडली नहीं बनाया, अगर हमने हमारी जो वेबसाइट है उसको क्रॉलेबल नहीं बनाया, जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं, अगर उनको मेरी वेबसाइट को समझने में प्रॉब्लम हो गई ना, क्रॉल करने में, तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो टेक्निकल एसईओ का एक प्राइमरी कंसर्न ये भी होता है, या टेक्निकल एसईओ करने का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप इसको कह सकते हो, ये भी होता है कि हमारी वेबसाइट बेहतर तरीके से क्रॉल हो सके। अभी क्या क्या चीजें करते हैं इसके लिए हम लोग देखेंगे। हमारी वेबसाइट सही जगह पर इंडेक्स हो सके, रेंडर हो सके, और हमारी वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर बोल लो, स्ट्रक्चर बोल लो, पेजेस स्ट्रक्चर बोल लो, नेविगेशन बोल लो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, राइट। ये जो है ना ये क्रॉलर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग ये सारी चीजें प्रॉपर्ली हो पाए। तो इन्हीं सारी चीजों को स्मूथ वे में करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं या जो भी एक्टिविटीज रिकमेंडेड है, वो सारी ही की सारी एक्टिविटीज हमारी टेक्निकल एसईओ के अंडर आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, विदाउट टेक्निकल एसईओ यू कैन नॉट रैंक योर वेबसाइट। एक बार ऑफ पेज के बिना आप अपनी वेबसाइट रैंक कर सकते हैं, बट टेक्निकल एसईओ के बिना आप अपनी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकते। ये वो इंटीग्रल पार्ट है एसईओ का जिसको आज की तारीख में ना अलग ही नहीं किया जा सकता। जो फर्स्ट स्टेप हम लोग मान के चले, या जो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग मान के चले, जो हम लोग करते हैं टेक्निकल एसईओ में, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द साइट स्ट्रक्चर एंड इट शुड बी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। अब इसका देखो मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर मेरी अगर कोई वेबसाइट है, लेट्स से umartaskeer.com एक वेबसाइट है जो मेरी एजेंसी को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अबाउट लिखेंगे,
फाइन, हम लोग यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज हैं वो मेंशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग्स है वो मेंशन करेंगे। मतलब ये मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ और इसके अंडर जो है हमारे पेजेस होंगे। जैसे सर्विसेज में हम एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा एक पेज हो गया, हम पीपीसी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारा एक पेज हो गया। इसी तरीके से अगर हम कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा पेज हो गया। तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस है, राइट। ये एक बेहतर स्ट्रक्चर है। ट्रेनिंग्स में अगर हम बात करें एसईओ की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम पीपीसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हम लोग अगर फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पेज हमारे यहाँ पर आ गए। फाइन, ये एक नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर है। आप देखते होंगे वेबसाइट्स के ऊपर स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है। अब मैं गड़बड़ी कर दूं इसमें, किस टाइप की पता है? अगर मैंने इस एसईओ पेज के अंडर एक सब कैटेगरी, या आप इसको ऐसे समझो सर्विसेज के अंदर मैंने एक सब कैटेगरी बना दी एसईओ, और एसईओ के अंदर मैं लिखता हूं ये पीपीसी, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये सही स्ट्रक्चर नहीं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी हमारे पेजेस हैं वो सही हैं या नहीं है, वो जिन कैटेगरीज में होने चाहिए थे उन कैटेगरीज में है या नहीं है, राइट। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू साइट स्ट्रक्चर, ताकि एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में जो क्रॉलर है, कोई भी क्रॉलर हो, गूगल का हो, बिंग का हो, या किसी टूल का ही क्रॉलर क्यों ना हो, मान लेते हैं आरएफ का ही क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, आरएफ मतलब आरएफ टूल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपकी वेबसाइट को ठीक तरीके से वो समझ सके। दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो एक एक्टिविटी तो हम लोग ये करते हैं विद इन टेक्निकल एसईओ। सेकंड जो हमारी एक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली फॉलो अ कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर। साइट स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर यूआरएल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो वही वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे मैंने एक यूआरएल स्ट्रक्चर बनाया, लेट से वो यूआरएल स्ट्रक्चर है umartaskeer.com/services/ppc। तो नेक्स्ट अगर मेरी कोई जो सर्विसेज हैं उनका यूआरएल किस तरीके से बनेगा, एसईओ, ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से बना दिया यहां पर कि umartaskeer.com, फाइन, और मैं पता नहीं कहां कोई दूसरा कैटेगरी उठा लाता हूं, ठीक है, लेट्स से ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं एसईओ सर्विसेज। दिस इज नॉट अ फाइन यूआरएल स्ट्रक्चर, राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो कंसिस्टेंट हो और यूनिफॉर्म हो, जिस टाइप से होना चाहिए। जैसे सर्विसेज के अंदर जो हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं वो होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स के अंदर हमारी जो डिफरेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड पेजेस हैं वो हमारे होने चाहिए। दिस इज एक्चुअली फॉलोइंग अ वेरी कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द यूआरएल स्ट्रक्चर। द थर्ड point that we have over here is check the crawling related issues in Google Search Console। तो गाइस जब आप अपनी वेबसाइट को Google Search Console से कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारे टूल्स आपको विद इन Google Search Console ही मिल जाते हैं, जिनमें एक बहुत ही फेमस टूल है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज URL इंस्पेक्शन। तो आप URL इंस्पेक्शन करके, ठीक है, या URL इंस्पेक्शन टूल को यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके जो वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं वो प्रॉपर्ली इंडेक्स हो पाए हैं या नहीं हो पाए, या प्रॉपर्ली क्रॉल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, अलॉन्ग विद द इश्यूज, ठीक है। जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ आपने देखा टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ एक्टिविटीज आप लोग बोल सकते हो कि टेक्निकल एसईओ में हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं। उसी तरीके से हमारे एक्सएमएल साइट मैप्स, तो एक्सएमएल साइट मैप्स बेसिकली जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसी के बारे में बताते हैं। किसको? क्रॉलर को। तो क्रॉलर को अगर हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ बता के, कुछ क्रॉलर को सहूलियत प्रोवाइड करी जा रही है, कुछ ईज प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो हमारी वेबसाइट को ठीक तरीके से क्रॉल कर सके, तो किसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं? जो है हम लोगों ने देखा था क्रॉलेबिलिटी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट ठीक तरीके से क्रॉलेबल हो जाए। तो बेसिकली ये काम हम कहां कर रहे हैं? ये काम हम लोग कर रहे हैं टेक्निकल एसईओ के अंडर, राइट। उसी तरीके से robots.txt भी ये मेक श्योर करती है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्रॉलर को। दिस इज द फाइल बेसिकली, ये कुछ मेक श्योर करती है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस गूगल के क्रॉलर को दे रहे हैं, किसी भी क्रॉलर को दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि किसको जो है वो क्रॉल करना है और किसको जो है वो क्रॉल नहीं करना, मतलब किन पेजेस को क्रॉल करना है और किन पेजेस को नहीं क्रॉल करना है, राइट। सो robot.txt इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग केवल और केवल ना robot.txt फाइल के क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना जब robots.txt की बात होती है या एक्सएमएल साइट मैप्स की बात होती है तो केवल वो उसके क्रिएशन की बात करके निकल जाते हैं। बट यहां पर क्रिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है दैट इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि केवल क्रिएट करना है, ये भी मेक श्योर करना है कि robots.txt के अंदर जो अलाउ डिसअलाउ का सिंटेक्स आपने लिखा हुआ है या जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। देन देयर कम्स द मोबाइल फ्रेंडलीनेस अप्रोच ऑफ योर वेबसाइट, नो इंडेक्स टैग, ये सारी चीजें ना क्रॉलेबिलिटी से ही रिलेटेड हैं।
ठीक है। देन कैनोनिकल यूआरएल इंप्लीमेंटेशन, अगेन इट इज रिलेटेड विद इंडेक्सिबिलिटी। तो डुप्लीकेट अगर पेजेस आपके इंडेक्स होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो कैनोनिकल यूआरएल का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। ऑप्टिमाइज योर 404 पेजेस, जो आपके 404 पेजेस होते हैं वो भी टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर क्रिएट करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो 404 पेजेस हैं, अब जिन लोगों को 404 पेज नहीं समझ में आ रहा है मैं क्लियर कर देता हूं। लेट्स से आपके किसी भी पेज का, ये आपका कोई पेज था, इट वाज पेज एक्स, और इसका लिंक कहीं पर किसी दूसरी जगह पर मेंशन था, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये पेज जो है आपने किन्हीं कारणवश, रीजंस हो सकते हैं, उनके बेसिस पे आपने क्या किया, इस पेज को आपने मार दिया डिलीट। जब आपने इस पेज को डिलीट मार दिया, बट इस पेज का जो लिंक है वो यहां मेंशन है, तो क्या होगा, जो यूजर जिसको भी इस पेज का एक्सेस होगा वो जाएगा और इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, या यूजर भी जाएगा एंड क्रॉलर भी जाएगा, ठीक है। तो यूजर भी जाता है इस लिंक के ऊपर और इस लिंक से वो यहां आता है तो देखता है ये पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइस, 404 हो जाएगा। उसी तरीके से क्रॉलर जाएगा अगर इस पेज के ऊपर, और क्रॉलर देखेगा कि यहां पर लिंक है और लिंक से वो इस पेज के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। भाई क्रॉलर का काम ही क्या है, यही तो काम है, इधर उधर घूमता रहता है वो, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, इस लिंक से उस वेबसाइट पे, उस लिंक से उस वेबसाइट पे खुश होता रहता है। जो कंटेंट है इंटरनेट का वो कंज्यूम करता रहता है, कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, गूगल को भेजता रहता है कि देखो इंटरनेट पे कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग कंटेंट डाल रहे हैं, नई नई वेबसाइट बन रही है। गूगल भी खुश होता रहता है कि उसका जो कंटेंट बेस है वो बढ़ रहा है, जितना ज्यादा उसका कंटेंट बेस बढ़ेगा उतने ज्यादा यूजर्स जो है उसके प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, राइट। तो अब जब यहां 404 की कंडीशन हो गई, ठीक है, तो ये चीज गूगल को नहीं पसंद है। वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने एक पेज तो बनाया था बट उसको आपने डिलीट कर दिया और लिंक आपका वो अलग अलग जगहों पर पड़ा हुआ है। अब आप यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो और मेरी भी रिसोर्सेज जो है ना वो खराब कर रहे हो, मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, मेरे क्रॉलर का भी टाइम खराब कर रहे हो, यूजर का एक्सपीरियंस तो खराब ही कर रहे हो। यूजर तो आपके पेज के ऊपर आना चाहता था और आपने जो है अपना पेज डिलीट कर दिया। तो ये जो 404 पेजेस होते हैं इनको आपको कहीं ना कहीं जो दूसरे पेजेस होते हैं जो इन पेजेस से सिमिलर होते हैं उनके ऊपर रिडायरेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली आपको 404 इश्यूज से बच के चलना है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ टेक्निकल एसईओ। देन यू हैव टू इंप्लीमेंट SSL सर्टिफिकेट्स, जो आप देखते हो HTTPS, ठीक है। अभी पिछले कुछ टाइम में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अगर बहुत ही पहले की बात करें तो उस वक्त इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो ओवर द टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, राइट। तो अभी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर HTTPS तो होना ही चाहिए, SSL सर्टिफिकेट हम लोग जिसको बोलते हैं, SSL सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। देन वेबसाइट की स्पीड, अगर वेबसाइट की स्पीड की बात करें तो गाइस दो ही मुद्दे हैं जो वेबसाइट की स्पीड को हैम्पर करते हैं। एक तो जो आपकी वेबसाइट की सोर्सेज हैं, मतलब जो इमेजेस वगैरह हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट है वो अगर ठीक नहीं है, ठीक है, वो अगर हैवी है और उसके प्रोपोर्शन में या उसी के हिसाब से आपने जो आपकी होस्टिंग है या जो सर्वर है वो आपने नहीं ले रखे हैं, या आपकी जो इमेजेस वगैरह हैं वो बहुत ही हैवी हैं। ये दो ही मुद्दे होते हैं गाइस। अगर आपने इन दोनों मुद्दों के ऊपर पैरेलली काम कर लिया तो आप ये समझ लो कि जो वेबसाइट की स्पीड का इशू है वो आप फिगर आउट कर लोगे, है ना। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड जो इनसाइट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स, गूगल का ही पेज स्पीड इनसाइट टूल है, ठीक है, तो वो आपको बता भी देगा कि क्या समस्या आ रही है। तो आप अपने डेवलपर को भी वो इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी कि ये कोड को मिनिफाई करने की बात कर रहे हैं या CSS को मिनिफाई करने की बात कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो आप अपने डेवलपर को उनको भेज सकते हो और वो उन चीजों को ठीक कर देंगे। बट उससे ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो मेजर मुद्दा है ना वो ये है, होस्टिंग एज वेल एज जो हैवी इमेजेस हैं। तो आप अगर इनके ऊपर काम कर लेंगे तो आपकी जो स्पीड है ना, जो आपको स्पीड का कंसर्न लग रहा है वो आपका दूर हो जाएगा। तो गाइस ये कुछ स्टेप्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टेक्निकल एसईओ के अंदर करते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे यही चीजें हैं जिन्हीं के अराउंड हम लोग काम करते हैं अपने टेक्निकल एसईओ को इंप्रूव करने के लिए। और जैसा मैंने बताया गाइस, टेक्निकल एसईओ ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑफ पेज को एक बार आप भूल सकते हो, टेक्निकल एसईओ को आप नहीं भूल सकते। आज के टाइम में अगर आपने टेक्निकल एसईओ नहीं किया ना तो बहुत ही ज्यादा सफर करोगे। आप खुद ही देखो, वेबसाइट स्पीड इग्नोर करने वाली चीज है, 404 इग्नोर कर सकते हो आप, SSL सर्टिफिकेट क्या आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस अप्रोच क्या आप इग्नोर कर सकते हो? XML साइट मैप, robots.txt, क्रॉलिंग, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाकर सारी चीजों को डिबग करना, क्या ये चीजें आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं, राइट। सो आई बिलीव गाइस अभी आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई होगी कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड कैशिंग। गाइस जब कभी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो
सर्च इंजन है वो किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से हमें हमारा जो रिजल्ट है वो दिखता है। तो अगर हम इस चीज को, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो हम 3 डेफिनेशन या 3 वर्ड्स के अक्रॉस आएंगे। एक तो होता है हमारा क्रॉलिंग, एक होती है हमारी इंडेक्सिंग और एक होती है हमारी कैशिंग। देखो क्रॉलिंग तो सीधा सा फंडा है, समझ में आ जाता है कि जब कभी भी कोई क्रॉलर या बॉट हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, वेब पेज के ऊपर आता है और उस वेब पेज को स्कैन करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉलिंग। जैसे अगर हम उसका लिटरेरी मीनिंग समझने की कोशिश करें तो सीधा सा मतलब होता है रेंगना, राइट। तो रेंगने का मतलब ये हुआ कि क्रॉलर या बॉट या स्क्रिप्ट जो कुछ भी है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और वेबसाइट के ऊपर वो वेबसाइट को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एक्चुअली क्रॉलिंग। अब जो इंडेक्सिंग है और कैचिंग है, ये क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, राइट। इंडेक्सिंग का मतलब समझो, इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि बॉट को ये पता चल गया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है या आपके वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो किस बारे में है, किस टाइप का कंटेंट है, राइट। तो जिस भी बारे में आपकी वेबसाइट का कंटेंट है या जिस भी कैटेगरी में आपके वेब पेज का कंटेंट फॉल करता है, वो उस कैटेगरी के डेटाबेस के अंदर आपका वो जो वेब पेज है वो स्टोर करा देता है। और जब कोई भी यूजर की कोई क्वेरी होती है उसी कैटेगरी के रिलेवेंट या उसी कैटेगरी के हिसाब से, तो वो आपके पेज को वहां पर डिस्प्ले करा देता है, डिपेंडिंग कि वहां पर कंपटीशन कितना ज्यादा है और उसके बेसिस पे आपको कौन सी जो रैंक है वो मिलेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रॉलिंग में और इंडेक्सिंग में। अब यहां पर एक और नई चीज आ जाती है, दैट इज एक्चुअली कैशे। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो, व्हेन द गूगल क्रॉलर कम्स टू योर वेबसाइट, it will take a snapshot of each page. This copy is referred to as a cache version of your website. अब इसका मतलब यह है कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो इंडेक्सिंग के साथ साथ वो एक और चीज करता है, दैट इज एक्चुअली वो आपका जो पेज होता है उसकी एक फोटो खींच लेता है। उसको, उस फोटो के खींचने को हम लोग बोलते हैं कैशे वर्जन। अभी मैं प्रैक्टिकली भी इसको आपको दिखा दूंगा। तो वो जो फोटो है वो, अब ये बात ये आती है कि वो खींचता क्यों है, क्या जरूरत पड़ी गूगल को कैशे वर्जन क्रिएट करने की। तो मान लेते हैं मैं एक यूजर हूं और आपकी वेबसाइट का कैशे वर्जन या फोटो या स्नैपशॉट गूगल के पास है, राइट। और मैं एक यूजर हूं, मैं जाता हूं गूगल के ऊपर और आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो एंटर करता हूं। लेट्स से मेरे एंड पे कुछ इंटरनेट का इशू आ गया, कोई भी टेक्निकल इशू आ गया, ठीक है, इंटरनेट ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो जो लाइव पेज था आपकी वेबसाइट का, राइट, वो लाइव पेज वहां पर नहीं रेंडर हो पाया, वो लाइव पेज वहां पर नहीं शो हो पाया। तो ऐसे में गूगल क्या करता है, गूगल बोलता है देखो मेरे पास ऑलरेडी ना इस वेबसाइट का एक कैशे वर्जन है, पहले से मैंने उस वेबसाइट की एक फोटो खींच के रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इन सारे सिनेरियोस के लिए जो कैशे वर्जन है वो गूगल जो है वो स्टोर करके रखता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या गूगल ये कैशे वर्जन एक ही बार स्टोर करता है? मान लिया बीच में मैंने वेबसाइट को चेंज कर दिया तो तब क्या होगा? देखो क्रॉलर, हमें पता है कि जो गूगल का क्रॉलर होता है रेगुलरली हमारी वेबसाइट के ऊपर आता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो क्या है। क्रॉल बजट की बात हम लोग टेक्निकल एसईओ में करेंगे, बट हमारी वेबसाइट का क्रॉल बजट क्या है उसके बेसिस पर रेगुलरली हमारी वेबसाइट के ऊपर जो क्रॉलर्स हैं वो आते रहता है। तो जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो जितनी बार जब भी क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा वो एक फोटो खींच के चला जाएगा, ठीक है। एंड दैट फोटो, दैट स्नैपशॉट, दैट व्यू, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैशे वर्जन ऑफ अवर पेज, राइट। तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग देख ले। देखो किस तरीके से हमें ये चेक करना है कि किस वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हुए, वो भी मैं पहले आपको बता देता हूं। तो मैं सिंपली आ जाऊंगा गूगल के ऊपर और गाइज यहां पर अगर हमें किसी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं गूगल में वो देखना है, तो सिंपल हमारे पास जो सिंटेक्स होता है, जो गूगल के ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली site:indiatimes.com। आप इसको एंटर करोगे, आपके पास देख सकते हो कि इंडिया टाइम्स के कितने पेजेस जो हैं वो यहाँ पर इंडेक्स हैं। ये सारे पेजेस अगर आप देखो तो indiatimes.com डोमेन से ही रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ अगर हमें किसी वेब पेज का कैशे वर्जन देखना है तो हमें क्या करना है, साइट की जगह सिंपली हमें कैशे बस टाइप कर देना। नाउ यू कैन सी जो अब पेज लोड हो रहा है दैट इज एक्चुअली कैशे वर्जन, राइट। और यहां पर आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, दिस इज गूगल्स कैशे ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपीयर्ड ऑन 15 दिसंबर। मतलब आज ही की अगर हम बात करें तो आज ही की डेट में जो, क्योंकि अब ये बड़ी वेबसाइट यहाँ पर तो रेगुलरली जो क्रॉलर है वो आता रहता है, तो आज की डेट में जो उसने फोटो खींची, दिस इज द फोटो, राइट। द करंट पेज कुड हैव चेंज इन मीन टाइम, कहने का मतलब कि जैसे 16 तारीख को आप आ रहे हो, 16 तारीख को भी आपको 15 दिसंबर ही यहां पर दिखाई दे रहा है। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि वो बोल रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इन बिटवीन आपका पेज चेंज हो गया हो, ठीक है। ये तो कैशे वर्जन है, हमने एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो फोटो खींची थी उसके हिसाब से। देखो कैशे वर्जन में गूगल आपकी वेबसाइट को पूरी का पूरा नहीं ले पाता है। पूरे का पूरा मतलब बहुत ऐसे सारे चीजें होती हैं वेबसाइट के ऊपर, लेट से जावा स्क्रिप्ट होती है, वेबसाइट की टेक्नोलॉजी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वेबसाइट की वो फोटो नहीं खींच पाता। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, राइट।
तो फुल वर्जन की बात करें तो ये है। टेक्स्ट वर्जन जिसको गूगल ने समझा हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरीके से सोर्स कोड को किस तरीके से गूगल ने समझा हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली कमिंग बिकॉज ऑफ द कैशे वर्जन। जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस वेब पेज का जो स्नैपशॉट आपने देखा, दिस इज बिकॉज ऑफ द कैशे वर्जन। तो आई बिलीव अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की बात तो सब लोग कर देते हैं, कैशे वर्जन की बात जनरली लोग नहीं करते हैं। तो आई बिलीव अब आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स गाइस, हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हमें बेहतर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स जो हैं वो लिखने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का मतलब क्या है। जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि हमें बेहतर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स लिखने हैं तो इसका मतलब क्या है। एक तो ये चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमें समझनी है। दूसरी चीज वो ये है कि गाइस क्या हमें जो हमारा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होता है उसके अंदर हमें क्या कीवर्ड्स रखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि यूआरएल्स में हमें कीवर्ड्स रखना है या नहीं। तो पहले इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स लिखने के लिए जो हमें बाकी के एलिमेंट्स या गाइडलाइंस या डूज या डोंट्स की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होते हैं। तो देखो गाइस, हमें उस टाइप के यूआरएल्स लिखने हैं जो बेसिकली इजी टू रीड हो, किसके लिए, सर्च इंजन्स के लिए एज वेल एज यूजर्स के लिए भी। गाइस एसईओ के अंदर जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सभी एक्टिविटीज के अराउंड हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है केवल हमेशा हम सर्च इंजन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। हमें सर्च इंजन को भी सेटिस्फाई करना है, यानी कि क्रॉलर को भी हमें सेटिस्फाई करना है, सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से भी चीजें करनी है। साथ ही साथ हमें देखना है कि हमारी वो सारे चेंजेस ना यूजर्स फ्रेंडली भी हो। तो सर्च इंजन्स को भी हमें सेटिस्फाई रखना है और साथ ही साथ जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको भी हमें सेटिस्फाई रखना है, राइट। तो ये चीज की एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का क्या मतलब है, तो इसका गाइस सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें हमारे जो यूआरएल्स है वो इस तरीके से रखने हैं कि वो इजी टू रीड हो या इजी टू अंडरस्टैंड हो, दोनों ही लोगों के लिए, सर्च इंजन्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। अभी जब मैं आगे दूसरे एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कहां प्रॉब्लम होती है सर्च इंजन्स को आपके यूआरएल्स को समझने में और कहां कहां प्रॉब्लम होती है यूजर्स को आपके यूआरएल्स को समझने में। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या हमें कीवर्ड्स को यूआरएल्स में रखना चाहिए। जैसे अगर मेरा जो डोमेन है, लेट्स से वो मेरा डोमेन है umartaskeer.com, ठीक है, और मैं साथ ही साथ अपने सर्विसेज में अगर मैं एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो मैंने कुछ इस टाइप सा यूआरएल बनाया हुआ है एसईओ सर्विसेज, और ये वाला जो यूआरएल हमारे उसी पेज का है जिस पेज को हम लोग रैंक कराना चाहते हैं अपने कीवर्ड के ऊपर, जो है हमारा एसईओ सर्विसेज। या हम मान के चलते हैं कि यहां पर हम चाहते हैं कि हमारा यूआरएल हो एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, और ये जो हमारा पेज है ये भी उसी के अराउंड है। तो सवाल ये आता है कि ये जो मैंने कीवर्ड को यहां पर मेंशन किया हुआ है यूआरएल के अंदर, क्या कीवर्ड को मेंशन करना चाहिए या नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता है और गूगल ने भी कई बार इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि कीवर्ड्स को हम यूआरएल में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट इन सब का आंसर तभी हमें मिलेगा जब हम रियल टाइम में इस चीज को देखेंगे कि क्या ऐसे पेजेस रैंक होते हैं जिन पेजेस का जो कंटेंट है जिस प्राइमरी कीवर्ड के अराउंड है वही प्राइमरी कीवर्ड जो है उनके यूआरएल्स में भी है, राइट। सो गाइज यहां पर मैंने क्वेरी करी हुई थी विच इज एक्चुअली व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जब मैंने क्वेरी करी गूगल में रियल टाइम में तो मुझे कुछ इस टाइप के रिजल्ट दिखाई दिए। तो आप देख सकते हो टाइटल में भी डिजिटल मार्केटिंग, यहां पर भी टाइटल में भी डिजिटल मार्केटिंग है। बट मैंने ये जो सेकंड वाला रिजल्ट था मैंने इसको ओपन किया और इसके यूआरएल को अगर आप देखो तो यहां पर जो मेरी एग्जैक्ट क्वेरी थी, ठीक है, जो यूजर सर्च करा था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, वही आप देख सकते हो यहां पर भी मेंशन है, ठीक है। और इसी कंटेंट के अराउंड या इसी टर्म के अराउंड अगर देखोगे आप तो इस पेज का जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो इन्होंने अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग उसको इन्होंने टाइटल के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो ये बात प्रूव होती है, ठीक है। बट गूगल भी ये सजेस्ट करता है कि आप एग्जैक्टली ना ये मत सोचे कि अगर आप एग्जैक्टली इस प्राइमरी कीवर्ड को अपने पेज के यूआरएल में मेंशन करेंगे तभी आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इसके कुछ रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आप मेंशन करें तब भी जो गूगल है वो बोलता है कि हमें सिग्नल मिल जाता है कि ये पेज किस बारे में है, ठीक है। बट डायरेक्टली की अगर बात करी जाए तो पेज का जो यूआरएल होता है वो किसी भी टाइप का डायरेक्ट सिग्नल नहीं देता है गूगल को। ये गूगल का कहना है कि कोई भी डायरेक्ट सिग्नल हमें नहीं मिलता है पेज के यूआरएल से कि उसके बेसिस पे आपके पेज को रैंक कराया जा सके, राइट। बट प्रैक्टिकली इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया
दिया ताकि आपको पता चल जाए जब मैं आगे बोलूं आपसे कि आपका जो कीवर्ड है उसको आप अपने यूआरएल में यूज कर सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ गया है ना कि अगर हम अपने कीवर्ड को यूआरएल में यूज करें तो रिजल्ट्स इस तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करें कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को समझना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट इज लेस डेप्थ इज बेटर। देखो ये क्रॉलर के लिए भी है और ये यूजर के लिए भी है। अब लेस डेप्थ का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक यूआरएल बनाया विच इज लाइक उमर तस्कीर, ठीक है, .com/a/b/c और उसके बाद कुछ यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर टेक्निकलिटी आप समझना चाहो इस यूआरएल की, तो अगर क्रॉलर हमारे वेब पेज के ऊपर आएगा और जो ये वाला यूआरएल है, ठीक है, हमारा ये जो यूआरएल है, ठीक है, और ये वाला जो हमारा पेज है, इसके ऊपर पहुंचने के लिए जो क्रॉलर है उसको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितने लेवल्स तक उसको ट्रैक करना पड़ेगा। L1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, और उसके बाद जाकर वो हमारे पेज तक पहुंच सकेगा। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना। हम क्या इफेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली हम क्रॉलेबिलिटी इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है कि एसईओ में हम ऑन पेज और ऑफ पेज के साथ साथ हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट या वेब पेजेस हैं उनकी क्रॉलेबिलिटी, उनकी इंडेक्सिबिलिटी और उसको समझने में ना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रॉलर को नहीं आनी चाहिए। तो अगर उसको वहां तक पहुंचने में ही दिक्कत आ रही है तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप के जो अपने यूआरएल्स हैं उनको आप इतने डेप्थ पर ना ले जाएं, ठीक है। जब तक नेसेसरी ना हो आप मेक श्योर करें कि लेस डेप्थ इज बेटर, ठीक है। दिस इज वन थिंग। और ये जैसे मैंने आपको बताया क्रॉलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूज कीवर्ड्स इन द यूआरएल, हमने इसकी बात कर ली, बट कीवर्ड्स यूज करना है, स्टफिंग नहीं करनी। मैं बार बार यही चीज बताता हूं। डिफरेंस जिस दिन आपको समझ में आने लगा, आप कीवर्ड्स को बड़ा स्ट्रैटेजिकली जो है वो प्लेस करना सीख जाएंगे। थर्ड और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज यूज हाइफन्स टू डिस्टिंग्विश वर्ड्स, नॉट अंडरस्कोर, इट डज नॉट इंटरप्रेट्स एनीथिंग। जो हमारा अंडरस्कोर है ना वो हमें नहीं रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने देखा हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेट्स से मेरा ये यूआरएल है umartaskir.com/ लेट्स से एसईओ सर्विसेज, है ना, एसईओ, और मैं लिख देता हूं अंडरस्कोर सर्विसेज, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? पहले तो हमें यही समझना है कि अगर मैं हाइफन यूज करता हूं, ये जो छोटा सा डैश आप लोगों को दिखता है, तो ये अगर मैं हाइफन यूज कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में, और अगर मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूं तो इन दोनों ही केसेस में पहली बात तो डिफरेंस क्या है, क्यों ये सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं अगर कोई ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि आप जो है वो हाइफन्स यूज करें, अंडरस्कोर ना यूज करें, ठीक है, मैं मान लेता हूं, बट रीजंस भी तो पता होने चाहिए क्यों। देखो होता क्या है, इस चीज को पता है क्रॉलर क्या पढ़ता है, इसको पढ़ता है एसईओ सर्विसेज। मतलब अगर आपने बीच में अंडरस्कोर लगा दिया ना, विच मींस दैट कि वो उसको कुछ पढ़ता ही नहीं है, वो उसको एज अ स्पेस भी नहीं लेता है, ठीक है। वो इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर लेगा और इस बार क्रॉलर पढ़ेगा कि यहां पर कुछ एसईओ सर्विसेज जैसा लिखा है। अब ये क्या मीनिंग क्रिएट कर रहा है, आप खुद ही देखो ना, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं क्रिएट कर रहा है। तो आप ऐसे एलिमेंट्स या ऐसा कंटेंट क्यों या ऐसा टेक्स्ट क्यों आप अपने यूआरएल में लिखना चाहेंगे जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपको यहां पर अंडरस्कोर नहीं लगाना है, बल्कि आपको यहां पर हाइफन लगाना है, ठीक है। तो अभी रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ध्यान रखना आप लोग इसको। यूज लोअर केस इन द यूआरएल्स, आपको क्या करना है, लोअर केस यूआरएल्स में यूज करना है। उसका भी रीजन समझ लो। लेट्स से मैं यूज करता हूं umartaskir.com, ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया एसईओ इस टाइप से सर्विसेज, ठीक है, ये हाइफन है, और मैंने यहां पर ये सारा स्मॉल में लिख दिया एसईओ हाइफन सर्विसेज। तो आपको पता है इन दो यूआरएल्स को गूगल अलग अलग यूआरएल ट्रैक करेगा। इसको एक अलग पेज ट्रैक करेगा और इसको एक अलग पेज ट्रैक करेगा। तो अब आपको एज अ यूजर तो क्या लगता है, एक ही चीज तो है, खाली यहां पर जो है कैपिटल कैरेक्टर्स मैंने यूज किए, अल्फाबेट्स यूज किए, यहां मैंने स्मॉल अल्फाबेट्स यूज किए। बाकी क्या फर्क है, बाकी तो सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी बनाकर चलनी है कि आपको हमेशा ना ये जो लोअर केस हैं वो यूज करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसे कर दिया तो इन दो यूआरएल्स को गूगल जो है ना पेज 1 और पेज 2 कंसीडर करेगा। कुल मिला के दोनों यूआरएल्स को गूगल अलग अलग कंसीडर करेगा। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आपको नहीं यूज करने, मतलब कुछ भी एक्सक्लेमेशन मार्क एंड, ठीक है, कोट्स, इस टाइप के कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज करने। इग्नोर न्यूमेरिक लेबल्स, कोशिश करें कि न्यूमेरिक लेबल्स आप ना यूज करें। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में कुछ ऐसे डायनेमिक यूआरएल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं जिनमें नंबर्स वगैरह होते हैं। तो वर्डप्रेस की आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर आपको इस चीज का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप देखें
पोस्ट नेम, वहां पर आप सर्च कर लीजिएगा, पोस्ट नेम के हिसाब से जो है वो आपके यूआरएल्स बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेट के हिसाब से आपके यूआरएल्स बन जाएं या कुछ डायनेमिक पैरामीटर्स के हिसाब से आपके यूआरएल्स बन जाएं। आपने देखा होगा, जैसे मैं यहीं पर umartaskeer.com की बात करता हूं, /p ऐसे कर करके आपने देखा है ना कुछ यूआरएल्स बनते हैं। मेक श्योर दीज काइंड ऑफ यूआरएल्स आर नॉट हैपनिंग, राइट। आप इस चीज को मेक श्योर करें कि इस टाइप के यूआरएल्स ना बने, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस टाइप के यूआरएल्स आपके ना बने और इसको आप अवॉइड करें, राइट। सो दिस इज द 6th पॉइंट। 7th इज यूआरएल हेल्प्स इन यूजर एक्सपीरियंस एज वेल एज बैकलिंकिंग। देखो अब ये एक बहुत ही जनरल सी चीज है, समझ में आने वाली चीज है, बट अगर आप बाकी सारी चीजों पे ध्यान देंगे ना तो ये पॉइंट अपने आप कवर हो जाएगा। जैसे समझो, मेरा कहने का मतलब है कि यूआरएल यूजर एक्सपीरियंस में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा umartaskeer.com/SEO सर्विसेज। अब जब आप ये यूआरएल देखोगे तो ना आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये जो पेज है ना ये एसईओ सर्विसेज के अराउंड है। अगर आपको इस पेज का बैकलिंक देना होगा कहीं पर तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेज एसईओ सर्विसेज के बारे में। अच्छा, तो एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड ही मैं कोई एंकर टेक्स्ट के ऊपर इसका ना बैकलिंक बना देता हूं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप यहां पर रिलेवेंट चीजें लिखोगे, जैसे रिलेवेंट चीजों का मतलब जो भी आपके पेज के ऊपर कंटेंट है, जो भी आपका कीवर्ड है, उसको अगर आप यहां पर मेंशन करोगे तो यूजर भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इसको देखेगा कि भाई जो वो सर्च कर रहा है वही यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, मतलब सीटीआर भी आपका इंप्रूव होगा। बट ऐसा होता नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो ये जो आपको यूआरएल दिख रहा है ना, यहां पर आपको केवल ये दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग। यहां पर केवल आपको इस टाइप से व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है। एग्जैक्ट आपको यहां पर इस टाइप से यूआरएल नहीं दिखता है, राइट। तो वो एक रीजन नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहां पर अगर एग्जैक्ट अपना कीवर्ड रखूंगा तो उससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि यूजर जब मेरे पेज के अराउंड कुछ सर्च कर रहा होगा या मेरे पेज जैसे कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च कर रहा होगा और मेरा पेज जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखेगा, तो वहां पर मेरे पेज का ये यूआरएल दिखेगा, तो यूजर को लगेगा जो मैंने सर्च किया वही यूआरएल आ गया, क्लिक करेगा, सीटीआर इंप्रूव होगा। तो ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि ये तो दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस चीज के अराउंड भी बात करते हैं। ये कुछ मेजर पॉइंट्स है और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जिनको भी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। अवॉइड यूजिंग डेट्स, ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, इस टाइप से डेट्स वगैरह यूज होती हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आप उनको रिमूव कर दो। और वर्डप्रेस वगैरह में ये ऑटोमेटिकली भी कई बार केसेस में आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो अपना परमालिंक वाला जो सेटिंग्स होती है उसमें जाकर आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। देखो एक और मुद्दा है ना जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, इसलिए मैंने उसको भी इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रख लिया है। देखो यहां पर आप देखो 2 यूआरएल्स आपको दिख रहे होंगे। एक ये यूआरएल दिख रहा है, ठीक है, https करके, और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आप देख रहे हो किसी भी टाइप का ट्रेलिंग स्लैश नहीं है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ट्रेलिंग स्लैश है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो सीधी सी बात आप समझ लो, इन दो चीजों को ना गूगल 2 अलग अलग पेजेस कंसीडर करेगा। इसको पेज 1 कंसीडर करेगा, इसको पेज 2 कंसीडर करेगा। तो ऐसे ही गड़बड़ी हो गई, ठीक है। बट फिर भी गूगल कहता है कि हम इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानते, ठीक है। तो अगर आपका होम पेज है, जैसे अगर आपका होम पेज है या आपका रूट डोमेन है जो कि बेसिकली ये है, यहां अगर आपने ट्रेलिंग स्लैश लगा रखा है, कोई बात नहीं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सर्विसेज की और फिर मैं यहां पर बात करूं सर्विसेज की, अब इसमें और इसमें फर्क है। तो गूगल आपको रिकमेंड करता है कि यहां तक तो ठीक है, और उसके बाद अगर आपको जाना है ना तो आप ट्रेलिंग स्लैशेस को अगर आप यूज करें तो उसके बाद भी कुछ होना चाहिए। मतलब ट्रेलिंग स्लैशेस को अगर आप यूज करें विच मींस दैट आप कैटेगरी वाले सेक्शन पे उसको यूज कर रहे हैं। गूगल कहता है कि मैं इसको ऐसे समझता हूं कि अगर आपने यहां पर यूज किया विच मींस दैट कि ये एक कैटेगरी फोल्डर है या कैटेगरी सेक्शन है और इसके बाद भी कुछ होगा। और यहां पर जब आप इसको नहीं यूज कर रहे हैं तो गूगल समझता है कि ठीक है बस यहीं तक है, ये एक पेज है। तो अगर आप पेज के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या सही रहेगा, आप लोग खुद ही बताइए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, अगर मैं सिर्फ पेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको गूगल ने क्लेरिफाई भी किया और मैं यहां पर जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो बता देता हूं। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन इज टू यूज ट्रेलिंग स्लैशेस एट द एंड ऑफ अ कैटेगरी डायरेक्टरी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है कैटेगरी डायरेक्टरी, एंड नॉट टू यूज इट एट द एंड ऑफ द यूआरएल व्हेन इट इज अ वेब पेज। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। बट मैं आपको क्लियरिटी बताऊं, अगर आप 5-6 पॉइंट्स भी इसके सीरियसली लिख लेंगे ना तो आप समझ जाइए आपका जो यूआरएल एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो गया। इतना कोई काम नहीं करता है,
ठीक है, मैंने इतनी सारी चीजें बताई, सारी चीजों पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। अगर वास्तव में कोई सारी चीजों पे ध्यान देना तो उसका जो URL है वो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। इसके बियॉन्ड URL में बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं कि एक एसईओ फ्रेंडली URL किस तरीके से होना चाहिए। गाइस हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग एक एसईओ फ्रेंडली H1 टैग लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग परफेक्टली जो हमारे H1 टैग्स हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं। अब गाइस जब हम H1 टैग लिखने की बात करते हैं ना तो यहां पर दो चीजें आती हैं, मतलब दो कंसर्न्स हैं यहां पर। देखो, एक तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है जो सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो H1 है वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं। एक तो ये चीज ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, जैसे H1 टैग एक ऐसा विजुअल एलिमेंट है जो सबसे पहले किसी को या किसी भी यूजर को हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा, है ना। H1 को हम लोग सबसे ऊपर अपने वेब पेज के ऊपर यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई भी वेब पेज है तो हम सबसे पहले वहां पर हेडिंग ही तो यूज करेंगे। H1 टैग आर बेसिकली हेडिंग टैग। तो अगर ये हमारा H1 टैग अगर मेरा होगा कोई तो यहां पर होगा, ठीक है। तो H1 टैग यूजर के इंटरैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेज के ऊपर सबसे पहले यूजर H1 टैग ही देखेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि ये H1 टैग कितना कंपेलिंग है या किस तरीके से उसको इंकरेज कर रहा है कि वो बाकी का जो कंटेंट है उसको रीड करे, ठीक है, या बाकी के कंटेंट में क्या है इस H1 से पता चलता है। बट गाइस यहां पर जिस चीज की हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा ये वाला कंसर्न है कि किन चीजों को हमें ध्यान रखना है अगर हम एक बेहतर एसईओ फ्रेंडली H1 लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि H1 क्या होते हैं। तो गाइस जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि हमारे टाइटल टैग्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारे H1 टैग्स भी होते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि जो टाइटल टैग होता है वो हेड सेक्शन में आता है, हमारे वेब पेज के हेड सेक्शन में आता है, और जो हमारे H1 टैग होता है वो हमारे वेब पेज के बॉडी सेक्शन में आता है। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि टाइटल टैग में और H1 टैग में क्या डिफरेंस है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। टाइटल टैग आपको हेड सेक्शन में देखने को मिलेगा, H1 टैग जो है आपको बॉडी सेक्शन में देखने को मिलेगा। दोनों ही हमारे HTML टैग्स होते हैं, दोनों ही जो है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टाइटल जो है कहीं पर भी वेब पेज के कंटेंट पे हमें नहीं दिखाई देता है। टाइटल हमें, अगर हम वेब पेज की बात करें तो केवल और केवल हमें जो हमारा ऊपर टैब्स होते हैं वहां पर आपको टाइटल दिखाई देता है। तो टाइटल इज समथिंग विच इज अपीयरिंग ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। तो टाइटल कहां पर दिखते हैं हमें? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर। और वहीं पर अगर हम H1 की बात करें तो H1 हमें एग्जैक्टली पेजेस के ऊपर दिखते हैं, हमारे वेब पेजेस के ऊपर दिखते हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है, कोई आपसे पूछता है तो इसका डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। Now H1 is HTML टैग, जैसे मैंने बताया, that denotes heading on a web page. Fine. तो हेडिंग को डिनोट करने के लिए केवल H1 टैग नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो हेडिंग को डिनोट करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, अगर मैं इनका जो HTML स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स, ठीक है। तो 6 तरीकों से हम लोग जो हेडिंग टैग्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, या 6 स्ट्रक्चर्स में हम लोग जो हमारी हेडिंग टैग्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, जो यहां पर मैंने अगर कोई HTML लिखा हुआ है, ठीक है, कोई HTML सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो H1 को डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंपल ऐसे होता है H1, ठीक है। यहां पर आपका जो हेडिंग का कंटेंट होगा वो आ जाएगा और यहां पर आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली H1 टैग। तो अगर यहां पर जो भी कंटेंट होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। वहीं पर अगर हम H2 की बात करें तो H2 में आप देखोगे, यहां पर अगर मैं H2 की बात करें तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि H1 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। गाइस यही है, और ये बिल्कुल सही है कि H1 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो जब आपके वेब पेज का जो कंटेंट है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो आपने हेडिंग 1 में लिखा या H1 में लिखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके मेन पेज का टाइटल है, कहने का मतलब जो आपके पेज का टाइटल होता है ना, जिसको आप टाइटल टैग के अंदर रखते हो, और जो आपके पेज का H1 होता है वो सेम तो नहीं, लेकिन बड़े तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अगर हम कंटेंट की बात करें तो इन दोनों में जो कंटेंट होता है ना वो क्लोजली रिलेटेड होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हेडिंग 1 सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद H2 का नंबर आता है, फिर H3 का, फिर H4 का। तो अगर क्रॉलर हमारे वेब पेज के ऊपर आएगा तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस एलिमेंट को देगा? H1 को देगा या वो H6 को देगा? H1 को देगा, है ना। यही सारे रीजंस हैं जो H1 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं एक वेब पेज के
ऊपर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर मैंने आपसे थोड़ी सी अभी स्ट्रक्चर की बात करी थी, स्ट्रक्चर को मैं और डिटेल में आपको बताता हूं गाइस। क्रॉलर्स ना एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट को बहुत पसंद करते हैं। कहने का मतलब अगर कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है तो ये एक अच्छा सिग्नल है क्रॉलर के लिए भी और एज वेल एज यूजर के लिए भी। आप इसको ऐसे समझो जैसे यहां पर एक कंटेंट है जिसमें मैंने कुछ भी पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी, कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया। वहीं पर यहां पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा जहां पर H1 है, ठीक है, उसके बाद कंटेंट है, उसके बाद H2 मैंने जो इससे छोटी हेडिंग थी, इसका जो सब हेडिंग थी वो मैंने H2 लिखा, फिर मैंने कुछ कंटेंट लिखा, फिर मैंने H2 लिखा। अगर इस कंटेंट के अंदर मुझे इसकी भी सब हेडिंग देनी है तो मैं H3 दे दूंगा। अब अगर क्रॉलर यहां पर आता है, लेट्स से दिस इज द क्रॉलर, और क्रॉलर अगर यहां पर आता है तो वो हमारे वेब पेज के जो स्ट्रक्चर है उसको देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि अच्छा ये H1 है, मतलब ये पेज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेज इस बारे में है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर जो आपका कंटेंट है वेब पेज के ऊपर उसको आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आप H1, H2, H3, H4 ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप एक एसईओ फ्रेंडली जो कंटेंट है या एसईओ फ्रेंडली जो आपके वेब पेज का कंटेंट की अप्रोच है वो है, और ये सही है ना। तो यहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल इसी चीज को समझाने के लिए लिखा था कि आप इस चीज से रिलेट कर पाए कि ये किन सिनेरियोज में हम इनको यूज करते हैं। मतलब सवाल ये भी तो आएगा कि H1 तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट चीज है, हेडिंग है, लिखेंगे, लेकिन ये जो आपने बाकी चीजें बताई हैं H2, H3, H4, H5 इनको कैसे यूज करते हैं, क्या सिनेरियोज बन सकता है जब हम इनको यूज करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे यहां पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, द बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस फॉर 2021 एंड हाउ टू इंप्लीमेंट देम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर बेस्ड ये पूरा ब्लॉग का कंटेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो H2 क्या होगा, द बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस, उसके बाद H3 गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, उसके नीचे यहां पर कुछ कंटेंट होगा, और उसके बाद व्हाट आर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, तो ये H4 हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जिस टाइप का जो इंपॉर्टेंस है कंटेंट की या हेडिंग की उसको उस टाइप से अरेंज किया गया है, ठीक है। तो H1 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है, और H1 तो एक पेज के ऊपर जो है ना वो मस्ट है, मतलब होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, मतलब आप ऐसे समझ लो चेकलिस्ट है कि H1 टैग्स की जो टिप्स हैं या किस तरीके से होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, नो डुप्लीकेट H1s, ठीक है। एक तो ये समझ लो आप कि जैसे आपका ये पेज 1 है, इस पे जो आपने H1 लगाया वो पेज 2 पे H1 नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या कर रहे हो आप गूगल को कंफ्यूज कर रहे हो। जैसे अभी आपने बताया कि H1 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अब आपका जो क्रॉलर है इस पेज 1 पे आता है, पेज 1 पे आके देखता है कि ये H1 मेंशन है, ठीक है, वो समझ जाता है ये पेज इस बारे में है। वहीं पर जब क्रॉलर दूसरे पेज के ऊपर जाता है वहां भी देखता है यही H1 है। अब क्या क्रॉलर या गूगल कंफ्यूज नहीं होगा कि ये जो आपने H1 लिखा हुआ है उसके बारे में यहां पर भी मेंशन है, मतलब यहां पर जो आपने H1 के अंदर हेडिंग लिखी उस पे बेस्ड ये पेज है, यहां पर भी आपने सेम ही चीज लिखी उस पे बेस्ड ये पेज है। अब कोई यूजर आता है वो इस H1 से रिलेटेड इंटेंट का कीवर्ड टाइप करता है, तो अब मेरे को आप बताओ गूगल कौन सा जो आपका पेज है वो शो कराएगा। कंफ्यूजन वाली बात हो गई है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेज का एक ही H1 रखना है, डुप्लीकेट H1s आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये रीजन है डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये कि एक पेज के ऊपर भी 2 H1 नहीं होने चाहिए, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। देखो मल्टीपल H2s हो सकते हैं, उसकी मैं बाद में बात करूंगा जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से बनाना है, तो फिर मल्टीपल जो H2s है ये पॉसिबल है, ठीक है, बट मल्टीपल जो H1s है इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो आपको इसका ध्यान देना है कि मल्टीपल H1s एक पेज के ऊपर ना होने पाए, मतलब बहुत ही गलत प्रैक्टिस है ये, राइट। शुड बी प्रेजेंट ऑन एवरी पेज एट द टॉप। अब देखो आपने कहा कि H1 होना चाहिए, ठीक है, आप एग्री कर गए, बट ऐसा भी नहीं है कि H2 पहले आपने डाल दिया और उसके बाद बीच में आप H1 डाल रहे हो। तो ये चीज आप अगर आपके पास कोई वेबसाइट ऑडिट करने को भी आती है तो फिर आप कंट्रोल यू करके इनके सोर्स कोड को देख के, ठीक है, जिनको नहीं पता है कैसे सोर्स कोड देखते हैं मैं बता देता हूं, कंट्रोल यू करके आप इसके सोर्स कोड को देखकर आप फाइंड कर सकते हैं कि H1 टैग कौन सा है और जो H2 टैग है वो कौन सा है, ठीक है। तो मेक श्योर करें H2 टैग ऊपर ना हो, या जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो H2 टैग के अंदर ना हो, H1 टैग के अंदर हो, ठीक है। इट शुड कंटेन कीवर्ड्स एंड द इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स। देखो इसके अंदर कीवर्ड्स भी होने चाहिए एज वेल एज इंटेंट ऑफ कीवर्ड, अगर आप चाहो तो वो भी आप रख सकते हो, मतलब एनीथिंग रख सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड स्टफिंग ना हो, इसलिए कीवर्ड से ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटेंट ऑफ कीवर्ड रखें, ठीक है। और एक और बात, अगर आप गूगल को थोड़े लंबे टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा जॉन मिलर को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो गूगल की टीम में थे और वो गूगल के सर्च और इन सारी चीज़ों से, एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताते रहते थे। तो जॉन मुलर से भी एक बार पूछा गया था कि H1 टैग अगर हम नहीं मेंशन करते हैं तो क्या है। तो जॉन मुलर ने भी कहा कि देखो, अगर आप H1 टैग नहीं मेंशन करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट हमारे लिए थोड़ी सी आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अगर H1 टैग होता है तो वेब पेज को क्रॉलर अच्छी तरीके से समझ जाता है, और अगर आप H1 टैग नहीं भी मेंशन करते हो तब भी जो है क्रॉलर इस पेज को स्कैन करके अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि ये पेज किस बारे में है। बट अगर आप H1 मेंशन करते हो तो ये एक अच्छी एक्टिविटी। यही सारे पॉइंट्स हैं जो H1 को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना देते हैं या इंपॉर्टेंट एलिमेंट बना देते हैं विद रिगार्ड्स टू ऑन पेज ऑल्सो, विद रिगार्ड्स टू क्रॉलेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हम लोगों के हो गए। उसके बाद 4th पॉइंट की बात करें, इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली टाइटल बट क्लोज टू टाइटल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टाइटल टैग में जो है एग्जैक्टली वही हो जाए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि जो बहुत सारे सीएमएस हैं जैसे वर्डप्रेस है, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो कुछ भी आप टाइटल में रखते हो उसी को H1 बना देता है। बट अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो आप कोई भी प्लगइन जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे आप योस्ट यूज कर रहे हैं, तो वहां से फिर जो आप H1 है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब योस्ट की बात करें तो ये टाइटल नहीं बोलता है, ये एसईओ टाइटल बोलता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज को कि आपका जो टाइटल है और H1 है वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन देखो सेम नहीं होनी चाहिए, बट साथ ही साथ इन दोनों की मीनिंग ना एक ही निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों की मीनिंग अलग अलग है, वरना क्रॉलर को आप कंफ्यूज करोगे। आप टाइटल में कुछ बता रहे हो कि ये पेज किस बारे में, और H1 में आप कुछ और बता रहे हो कि ये पेज किस बारे में, तो इट विल बेसिकली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर क्रॉलर टू अंडरस्टैंड योर पेज। और अगर पेज समझने में क्रॉलर को प्रॉब्लम हो गई तो वो आपके पेज को गलत जगह इंडेक्स कर देगा, सही जगह इंडेक्स नहीं करेगा, तो फिर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। राइट, अवॉइड वेरी लॉन्ग H1। ऐसा नहीं है 3-4 लाइन की H1 आपने खींच दी, एक डिसेंट H1 की जो रेंज है वो आप रखो। जो रिकमेंडेड है दैट इज बेसिकली 20 to 70 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर आप इतनी जो रेंज है वो फॉलो कर सकते। 70 से थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेक श्योर करो कि जो आपके H1s है वो नेचुरल लगे, क्रॉलर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। देखो अभी क्या है ना, पहले क्या था, यूजर्स के ऊपर इतना फोकस नहीं था, बट अभी क्या हो गया है ना कि जितना क्रॉलर्स को आपको खुश रखना है ना, उससे कहीं ज्यादा यूजर्स को खुश रखना है। मतलब गूगल कहता है कि मेरे अगर यूजर्स को तुम खुश रखोगे तो मैं खुश हूं। ठीक है, तो गूगल को खुश रखना है तो उसके यूजर्स को खुश रखो। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर रही है या यूजर को बेनिफिटेड नहीं है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट एसईओ। भले वो कहीं मेंशन हो या ना हो, नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में आपको और ज्यादा इस चीज के सिग्नल्स दिखने लगेंगे। अगर आपको ये चीज अभी दिखाई नहीं देती है कि यूजर का एक्सपीरियंस अगर हैम्पर होता है तो मेरा एसईओ खराब हो रहा है या नहीं, अगर आप इस चीज को अभी देख नहीं पा रहे हो तो आने वाले टाइम में आप देख लोगे। ठीक है, और सच में अगर आपको बताऊं तो एसईओ कुछ है ही नहीं। ठीक है, एसईओ क्या है, मतलब वो आपसे एसईओ के थ्रू कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ही तो कराना चाह रहे हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस बुरी कहां है ना। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस करो, एसईओ अपने आप हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि हमें पता होनी चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, वही सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हमें सिंगल कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए या हमें मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए? तो पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद जो है मैं अपना ओपिनियन बताता हूं आपको, और उसके पीछे के रीजंस जो है वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पर भी क्लियर हो जाएंगे। गाइस, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें जो टारगेट करना है अपने वेब पेज को, वो सिंगल कीवर्ड के लिए करना है या मल्टीपल कीवर्ड के लिए करना है, तो गाइस मेरा आंसर है कि आपको मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए करना है। अब आप रीजन समझते जाइए। देखो, पहली बात तो मल्टीपल कीवर्ड का मतलब यहां पर ये नहीं है जैसे मैंने एक कीवर्ड यहां पर पिक कर लिया एसईओ सर्विसेज, ठीक है, और इसके लिए मैं इस वाले पेज को जो है वो ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। एसईओ हाइफन सर्विसेज करके मेरे पास एक पेज है और मैं इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, ऐसा नहीं कि दूसरा जो मेरा कीवर्ड है वो यहां पर हो जाएगा पीपीसी सर्विसेज, और इस वाले कीवर्ड को भी हम लोग इसी पेज के लिए ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आप ये कर रहे हो तो इट टोटली डिफरेंट। फिर आप बोलोगे सर आप ही ने तो कहा था कि मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर, ये जो हमारे मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग एक पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक बात हमें क्लियर रखनी है कि हमें मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है, बट वो जो कीवर्ड्स हैं, लेट से मैंने 2 या 3 कीवर्ड्स निकाले या 4 कीवर्ड्स निकाले, उनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि एक हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, और
उसके बाद जो हमारे पास 3 से 4 कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स बेसिकली जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स, या जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे सपोर्टिंग कीवर्ड्स, जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे सीमेंटिक थीम्ड कीवर्ड्स, अलग अलग चीजें हम लोग इन्हीं को बोलते हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है या वेब पेज है उसको हमें सिंगल कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मल्टीपल कीवर्ड के लिए, तो मल्टीपल कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अब मैं कुछ रीजंस भी आपको बता देता हूं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो गाइस मान के चलते हैं कि आपने केवल प्राइमरी कीवर्ड ही सेलेक्ट किया और आपने कहा मैं तो बस प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर ही ऑप्टिमाइज करूंगा, मेरे पास बस एक ही कीवर्ड। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे गाइस। अगर आपके पास प्राइमरी कीवर्ड है, आपने जैसे रिसर्च करी इस कीवर्ड की और आपने फिगर आउट किया कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर जो कंपटीशन है वो बहुत कम है और मेरे लिए ये कीवर्ड परफेक्ट है, मैं इस कीवर्ड के साथ जाऊंगा और मैं इसी कीवर्ड के ऊपर अपने वेब पेज को रैंक करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है तो इसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि प्राइमरी कीवर्ड से मिलते जुलते जो दूसरे आपके सीमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स हैं उनको भी आपको रिसर्च करके लाना है। अगर नहीं है तो आपको फिर रिसर्च करनी है, आपको टूल्स यूज करने हैं और उसके बेसिस पे आपको रिसर्च करके इनको लाना है, ठीक है। तो अब मल्टीपल कीवर्ड्स हो गए, लेकिन मल्टीपल कीवर्ड्स हो गए एक ही टाइप के, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, वो तो फिर आपने इसका मतलब बेस ही हिला दिया है ना, बेसिक्स ऑफ एसईओ जो है उन्हीं को हिला दिया। तो यहां पर अब हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड्स हो गए। अब अगर गाइस हमारे पास सिंगल कीवर्ड ही केवल होता, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, अगर मेरे पास केवल सिंगल कीवर्ड होता तो क्या क्या समस्याएं आती। देखो, एक तो कंटेंट लिखने में, जैसे केवल एक ही कीवर्ड के बेसिस पे अगर हम कंटेंट लिखने की कोशिश करते तो टाइटल होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है, हमारे पास H1 टैग होता है, हमारे पास पैराग्राफ में कंटेंट होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। तो इन सब जगहों पर यही वाला जो कीवर्ड है, यही वाला कीवर्ड जो है वो यूज हो रहा होता। तो ऐसे केसेस में कीवर्ड स्टफिंग हो जाती, ठीक है, या तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती या तो आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट जो है उसको क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती। आप ज्यादा कंटेंट नहीं बना पाते। क्यों नहीं आप ज्यादा कंटेंट बना पाते? क्योंकि आपके पास एक ही कीवर्ड है। अब उसी कीवर्ड के अराउंड आप बार बार कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ा सारा कंटेंट डुप्लीकेट टाइप का दिखने लगता है, या एक ही चीज आप घुमा फिरा के बार बार करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल जो है कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हैं एक ही जैसे, लेकिन मल्टीपल कीवर्ड्स अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर होते हैं या आपका वेब पेज जो है मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज होता है, तो ऐसे केसेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आपने कहीं पर जो है प्राइमरी कीवर्ड को यूज कर दिया, वैसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे तो आप प्राइमरी कीवर्ड को ही यूज करोगे, है ना, बट दूसरी जो लोकेशंस है वहां पर या पैराग्राफ में आप जो उससे मिलते जुलते जो सीमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गाइस। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल जो है कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ये हमारे पास कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए या सीमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स, उससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे पास कीवर्ड्स हो गए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, देखो यहां पर जब यूजर क्वेरी करता है ना, ठीक है, तो आज के टाइम में गूगल क्या देखता है, गूगल देखता है कि इस यूजर की क्वेरी के जो इंटेंट है, इंटेंट पे मैं बहुत कुछ बात करूंगा आप लोगों से आगे भी, तो जो ये यूजर की क्वेरी की इंटेंट है इसके रिलेवेंट जो है वो कौन सा वेब पेज है जो यूजर को दिखाया जा सके, है ना। तो आपके कंटेंट में अगर जो है वैरायटी ऑफ जो आपके कीवर्ड्स हैं या सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा इंटेंट पास करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये कीवर्ड एग्जैक्टली हमने इसीलिए लिखा हुआ है ताकि यूजर की क्वेरी पे हमारा जो पेज है वो रैंक हो सके, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो यूजर की क्वेरी के इंटेंट को मैच कराना है हमें हमारे पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके इंटेंट से। तो जो कंटेंट हमारे पेज के ऊपर लिखा हुआ है उसमें वही इंटेंट है, ये शो करने के लिए केवल प्राइमरी कीवर्ड जो है वो काफी नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं दो चीजों की, ठीक है, यहां पर मैं एक कीवर्ड लेता हूं एसईओ सर्विसेज, राइट, एसईओ सर्विसेज, और मैं दूसरा लेता हूं एसईओ पैकेजेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखो थोड़ा बहुत ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों ही जो कीवर्ड्स हैं या दोनों ही जो वर्ड्स हैं इनको उठाकर मैं एक वेब पेज के अंदर रखता हूं, जैसे मैं यहां पर रखता हूं एक वेब पेज के अंदर, ठीक है, और ये हो गया हमारा कीवर्ड 1, ये वाला पहला वाला, ठीक है, कीवर्ड 1, और ये हो गया हमारा कीवर्ड 2, और यहां पर हमारे कीवर्ड 2 भी हो गए दोनों, ठीक है। अब कोई यूजर अगर एसईओ से रिलेटेड सर्विसेज या पैकेजेस सर्च करने की कोशिश करता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारा वेब पेज
उस चीज की ज्यादा बेहतर इंटेंट जो है वो पास कर रहा है, या फिर आप खुद बताइए कि एक वेब पेज ऐसे है जिसमें केवल एसईओ सर्विसेज की बात हो रही है, एक वेब पेज ऐसा है जिसमें आप केवल एसईओ पैकेजेस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा इंटेंट कौन पास कर रहा है इस चीज के अराउंड? ज्यादा इंटेंट ये वाला पेज पास कर रहा है ना। गूगल को भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन किससे होगा? इससे, है ना, क्योंकि इसके पास इसकी इंटेंट से रिलेटेड ज्यादा कंटेंट जो है। ठीक है, तो गाइस जब कभी हम कीवर्ड्स को वेब पेज के ऊपर अपने मेंशन करने की बात करते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा जो मेजर कंसर्न होता है या जो हमारा मेजर पर्पस होता है वो यही होता है कि किसी तरीके से हमारे जो यूजर की क्वेरी होने वाली है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जो यूजर क्वेरी करेगा उसकी इंटेंट के रिलेवेंट हम हमारा पेज के कंटेंट की इंटेंट बना पाए, और यही चीज है। अब वो तरीका आप भूल जाओ कि जिस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाहते हैं उसको टाइटल में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, वो अप्रोच गलत। देखो करते हम वही है, बट अगर आप उसको अपनी हैबिट बना लोगे ना कि कीवर्ड्स को चिपकाना है, तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हैबिट हमें क्या बनानी है? हैबिट हमें यह बनानी है कि जिन भी कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं ना, उनकी इंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे वेब पेज के अंदर कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड हमारे वेब पेज के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी अगर हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे या ऐसी अगर हम लोग अप्रोच रखेंगे तो वहां पर हम बेहतर ऑन पेज करने की कैपेसिटी रखेंगे, बेहतर ऑन पेज जो है वो कर सकते हैं, है ना। तो अभी बात समझ में आया कि कंटेंट जो है उसकी डेप्थ क्रिएट करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आप केवल एक ही कीवर्ड के ऊपर जो है रिलाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई। सेकंड इज पेज अथॉरिटी का कंसर्न। देखो ये एक छोटी सी चीज है बट समझ लो आप लोग। देखो होता क्या है, लेट से मैंने एक पेज बनाया एसईओ सर्विसेज का और मैंने एक अलग पेज बनाया एसईओ, ये सर्विसेज हो गई और यहां पर हो गया एसईओ पैकेजेस। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड जो है उन कीवर्ड्स को कैटर करेगा, ये एसईओ पैकेजेस से रिलेटेड उसको कैटर करेगा, है ना। सही है, ये लॉजिकली कहीं से भी गलत नहीं ये चीज, बट होता क्या है, हर पेज की अपनी पेज अथॉरिटी होती। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी पेज अथॉरिटी और इसकी पेज अथॉरिटी जो है वो अलग अलग कर दी, है ना। पेज अथॉरिटी में मैं आगे भविष्य में बात करूंगा आपसे। तो इसकी और इसकी जो पेज अथॉरिटी है वो आपने एक्चुअली अलग अलग कर दी। वहीं पर अगर ये चीज सेम होती, ठीक है, एक ही वेब पेज के ऊपर होता, तो यहां पर जो पेज अथॉरिटी होती वो इसी की होती, क्योंकि जब ये वाले पेज के लिए आप काम करोगे तो इसकी कुछ पेज अथॉरिटी बनाओगे, इस वाले पेज के लिए काम करोगे तो इसके लिए कुछ पेज अथॉरिटी बनाओगे। ट्रैफिक भी जो लेट से 100 का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आना था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ ट्रैफिक इस साइड चला गया, कुछ ट्रैफिक इस साइड चला गया, तो हमारी पेज अथॉरिटी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब हमारी जो पेज की वैल्यू है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि कुछ वैल्यू ये वाला पेज ले जा रहा है, कुछ वैल्यू भी ये वाला पेज ले जा रहा है। वहीं पर अगर कॉम्बिनेशन होता तो सारी की सारी वैल्यू इसी पेज को आता। ठीक है, हाँ वो बात एक अलग है कि इन सभी पेजेस की जो पेज अथॉरिटी है वो मिलके हमारी जो डोमेन अथॉरिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, वो बात समझ में आती है, बट फिर भी अगर इस इंडिविजुअल पेज की पेज अथॉरिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि हमारी जो पेज अथॉरिटी है वो अलग अलग पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बट अगर इस पॉइंट को हम अपनी स्ट्रैटेजी में नहीं भी रखते हैं, ठीक है, आप इस पॉइंट को अगर इग्नोर भी कर दो, तब भी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस बात के लिए इंकरेज करता है, जैसे यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है, क्रिएट वन प्राइमरी कीवर्ड एंड देन फिगर आउट रिलेवेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्राइमरी कीवर्ड। मेक श्योर योर ऑन पेज इज नॉट ओनली ऑन अ सिंगल कीवर्ड, दैट इज प्राइमरी कीवर्ड। सिंगल कीवर्ड पे नहीं होना चाहिए। सिंगल कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड तो एक ही रहेगा, एक पेज का प्राइमरी कीवर्ड 4 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। प्राइमरी मतलब ही सिंगल होता है ना। तो एक पेज का प्राइमरी कीवर्ड तो एक ही होगा, लेकिन उससे जो मिलते जुलते, उससे जो सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे कीवर्ड्स बाकी के कीवर्ड्स का काम करेंगे और हमें बेहतर, पावरफुल और इन डेप्थ कंटेंट जो है हमारे लिए क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं गाइस, बट यही सारी छोटी छोटी चीजें मिलके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बना देती है एसईओ में। और बहुत सारी चीजें ऐसे आप इस कोर्स के अंदर पढ़ोगे जिनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का हो सकता है आपको मौका ना मिले, ये रियलिटी है, हो सकता है आपको मौका ना मिले, बट आपके दिमाग में एसईओ
समझते वक्त, पढ़ते वक्त ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा ना हो तो ऐसा कर सकते हैं क्या। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन टाइप के भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया जा सके, उनके आंसर्स आपको दिए जा सकें, ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग बन सके। गाइज मैं हमेशा इस बात पे ही फोकस करता हूं कि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, उसके ऊपर आप कोई भी नॉलेज का पिलर खड़ा करते चले जाए, वो होता जाएगा। अगर आप बेस नहीं समझोगे एक बार, उसके बाद मैं आपको कितनी भी एडवांस चीजें बता दूं, आप कुछ भी एडवांस चीजें देख लो, सारी चीजें ऊपर से चली जाएंगी। मैं बार बार कहता हूं, एसईओ का एडवांस्ड जो वर्जन है ना, वो उसका बेस ही है। बेस को अगर ठीक तरीके से आप इंप्लीमेंट करना सीख गए, दैट इज द एडवांस। ठीक है, बेस एक अलग चीज है, बेस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देना, बेसिक्स को ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देना इज द एडवांस्ड वर्जन। मैंने किया है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल पाता हूं। रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस, और एक्चुअली हम लोग देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। गाइस ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों ही टॉपिक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर सकते हैं और मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी को ये नहीं पता है कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, या अगर हम किसी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो गाइस जब हमारी वेबसाइट कोई होती है तो वो अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर ओपन होती है ना। तो जो हमारी वेबसाइट है वो सभी डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, है सभी डिवाइसेस के ऊपर ठीक तरीके से ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो एबिलिटी होती है वेबसाइट की कि वो डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जो अपने आप को है वो एडजस्ट कर ले, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्सिव टेस्ट ही कर लेते हैं, और रिस्पॉन्सिव टेस्ट सबसे ज्यादा ईजी है। तो गाइस लेट्स से मैं यहां पर आ जाता हूं, मेरी एक डमी वेबसाइट है जैसे आप देख सकते हो यहां पर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल टेस्ट करो। मैनुअल मतलब जैसे मैं अगर इसको छोटा बड़ा करके देखता हूं, ठीक है, तो मैं इसको इस टाइप से रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूंगा। ठीक है, मैं मैनुअली इसको ड्रैग करूंगा, ठीक है, कभी इसकी स्क्रीन छोटी करूंगा, कभी यहां पर रखूंगा, कभी यहां पर रखूंगा, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि जो मेरी वेबसाइट है वो सभी फॉर्मेट में ठीक तरीके से दिख रही या नहीं, ठीक है। तो यहां पर जैसे अगर आपके कुछ मेन्यूज होते हैं तो वो सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से देखो यहां पर जो हमारा सर्च करने के लिए ऑप्शन है वो दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में मेरा मेन्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर जो मेन्यू है वो चेंज होके यहां पर हैमबर्गर मेन्यू टाइप का आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जब हम इसको छोटा कर रहे हैं, जब हम इसको दूसरे डिवाइसेस के ऊपर लेकर जा रहे हैं, इसकी स्क्रीन विड्थ जब छोटी हो रही है तब ये एलिमेंट्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, मतलब यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो रहा है। और यूजर का एक्सपीरियंस आज के टाइम में गूगल के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है बताने की जरूरत बार बार है नहीं, है ना। तो यहां पर गाइज हमें पहले तो मैनुअली ही चेक करना है इस चीज़ को कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारे जो वेब पेजेस हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं है। उसके बाद गाइज आप इंस्पेक्ट टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर सिंपली हम लोग जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर जो डिवाइस बार आपको दिखता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन यू कैन गो हेड। और यहाँ पर आप जो अलग अलग डिवाइसेस हैं, जैसे मैं रिस्पॉन्सिव चेक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब रिस्पॉन्सिव के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग, ऊपर अगर आप यहाँ देखें जहाँ पर मेरा माउस है, तो अलग अलग आपको साइजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप जाकर चेक करें कि सभी जगहों पर जो हमारी वेबसाइट है वो ठीक तरीके से दिख रही या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं पर कोई एलिमेंट जो है वो गड़बड़ हो जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइस वाइजेस भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया अगर उसी को आप कर लेंगे तो ट्रस्ट मी उसी से आपको आइडिया हो जाएगा और समझ में आपको आने लगेगा कि ये जो एलिमेंट्स है हमारी वेबसाइट के ऊपर ये ठीक है या नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि लोगो पता चल रहा है कि वो नीचे आ जाता है ना, या लोगो जो है वो बड़ा हो जाता है, या लोगो जो है वो हेडर को छोड़ के नीचे शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस टाइप की चीजें। और ऐसा ही नहीं, टॉप में भी नहीं। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की वो हेडर में और फुटर में आती है। तो आप मेक श्योर करो जाकर कि फुटर को भी आप ठीक तरीके से एक बार चेक करो, ठीक है, जब आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हो कि हमारे जो फुटर के अंदर एलिमेंट्स है वो ठीक है या नहीं है। तो एक तो ये तरीका, और ये करना ही करना है ना, एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो मैंने इंस्पेक्ट वाला बताया वो। उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट हमें करना है, देखो ये भी हमें पता है कि जो हमारी वेबसाइट का सबसे पहला ऑडिट गूगल करता है, मतलब गूगल हमारी वेबसाइट को चेक करने जब आता है तो गूगल अपना जो मोबाइल बॉट है उसको भेजता है। मतलब गूगल हमारी वेबसाइट को ऑडिट करता है मोबाइल पे। अब जैसे आप मेरे से बोलो कि सर मेरी वेबसाइट का ऑडिट करना है, तो मैं लैपटॉप पे ना खोल के आपकी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे मैं खोलूं, ठीक है। तो जब मैं मोबाइल के ऊपर खोलूंगा तो सबसे पहले तो मैं
उसकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस ही चेक करूंगा, या सबसे पहले वही एस्पेक्ट मेरे सामने आ जाएगा। यही होता है गाइस गूगल के साथ भी, क्योंकि गूगल जो आपकी वेबसाइट को रेंडर करता है या गूगल जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है, वो किस तरीके से स्कैन करता है, सबसे पहले वो अपने मोबाइल बॉट के ही थ्रू आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। नहीं है तो हम उसको कर लेंगे, तो इसके लिए हमें मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना पड़ता है। अब यहां पर ध्यान से समझना, मोबाइल फ्रेंडली रिलेटेड अगर कोई इश्यू आ रहे हैं तो वो हमें हमारे गूगल सर्च कंसोल में भी देखने को मिल जाते हैं। तो वहां से भी वो हमें बता भी देगा क्या इश्यू है और किस तरीके से सॉल्व होगा। एक ही दो तरीके के इश्यूज आते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस में, ज्यादा इश्यूज आते नहीं। दूसरा, हमारे पास एक और टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो टूल से भी देखना है एज वेल एज गूगल सर्च कंसोल में भी देखना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है गूगल पे, अगर आप जाएंगे सिंपली मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट फॉर एसईओ टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। और अगर वहां से नहीं करना चाहते तो आप यूआरएल देख रहे हैं, यूआरएल से कर लें, राइट। उसके बाद गाइस, जैसे मैं यहां पर कुछ रैंडम से अगर वेबसाइट मेंशन करता हूं, जैसे मैं जाता हूं एंड मैं सीधे सीधे इंडिया टाइम्स मेंशन करता हूं, यहां पर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ये 1-2 मिनट लगाता है, और उसके बाद ये आपको पूरी रिपोर्ट दे देगा। तो ज्यादातर केसेस में आपको यहां पर बोलेगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। तो आपको लगेगा मोबाइल फ्रेंडली है, बट ओवर द टाइम भी आपकी वेबसाइट में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं हमेशा आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि गूगल सर्च कंसोल से आप जरूर देखो। तो अभी हम लोग इसको भी देख लेंगे कि आप क्या फीडबैक देता है। उससे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहां पर गूगल सर्च कंसोल में। तो गूगल सर्च कंसोल में जब आप अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट करोगे, है ना, तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिखेगा दैट इज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के ऊपर जाओगे, जहां नीचे जाना है आपको मोबाइल यूजेबिलिटी के ऊपर। तो जैसे आप मोबाइल यूजेबिलिटी के ऊपर जाओगे, आप देखोगे यहां पर कि मोबाइल यूजेबिलिटी के हिसाब से आपके जो अफेक्टेड पेजेस हैं वो रिपोर्ट आपको यहां पर दिखेगी। जब आप मोबाइल यूजेबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे, एक एरर है और 9 पेजेस जो है वो वैलिड है, ठीक है, और एक एरर है जिसमें 2 इश्यूज है। तो हम लोग नीचे आते हैं, यहां पर जो एरर्स वगैरह होंगे वो भी हमें नीचे दिखेंगे। तो देखो एरर क्या है, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड और क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज टुगेदर। ज्यादातर केसेस में आपको मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट में यही वाले जो एरर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये दोनों एरर्स क्या है, देखो एक बार क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल वाला फॉन्ट है या मोबाइल वाला जो टेक्स्ट है वो हमारे डेवलपर जो है ना बहुत ही छोटा रख देते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि मोबाइल के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज का हो। अगर वो होगा तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो आपको डेवलपर से बात करनी है कि आपके जो मोबाइल ओरिएंटेड जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उस वाली वेबसाइट में जो आपका टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ठीक कर दें, उसके साइज को इंक्रीज कर दें। तो वो आप जब कर दोगे उसके बाद जब वहां पर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको कर देना है। उसके बाद जैसे यहां पर दूसरा जो आपको दिख रहा है क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, ये भी चीज गूगल नहीं पसंद करता है गाइस। यहां पर मतलब ये कि जैसे मैं मोबाइल पे हूं, ठीक है, और क्लिकेबल एलिमेंट क्या होते हैं मोबाइल, जैसे मैं किसी वेबसाइट को देख रहा हूं तो हो सकता है कुछ बटन हो वहां पर, वो लिंक हो, तो गूगल कहता है अगर वो लिंक और वो बटन बहुत ही पास पास आ जाएंगे तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। वो क्लिक करना चाह रहा है बटन पे, क्लिक हो रहा है लिंक, वो लिंक पे क्लिक करना चाह रहा है, क्लिक हो रहा है बटन पे। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली जो यूजर का एक्सपीरियंस है ना उसको खराब कर रहे हो। तो गूगल कहता है कि हमें लग रहा है कि आपकी वेबसाइट में ना ये प्रॉब्लम है, एक दूसरी वेबसाइट है यहां पर ये प्रॉब्लम है ना। तो इन दोनों ही चीजों को आपको अपने डेवलपर के साथ बैठ के जो है इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। और उसके बाद आप देखोगे, जैसे मैं यहां पर जाता हूं, ठीक है, तो इससे कितने पेजेस अफेक्टेड हैं वो भी मुझे दिखेगा। तो एक पेजेस अफेक्टेड है यहाँ पर, राइट। जब हम इस पेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर वैलिडेट फिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे कि हाँ भाई हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, नाउ वैलिडेट इट, आई हैव फिक्स्ड द इशू। तो आई बिलीव ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस में ज्यादातर मुद्दे आपको यही देखने को मिलेंगे, मतलब ये 2 एरर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जो हम लोगों ने किया था वो मैं दिखा दूं, देखो यहां पर आपको दिख रहा है पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, कब क्रॉल हुआ, ठीक है। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल सर्च कंसोल से ही उठ के आ जाती। देन मॉनिटर मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ योर इंटायर साइट, और कहां जाने के लिए कह रहा है, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पेज इज मोबाइल फ्रेंडली इसने कैसे जज किया वो अगर आप देखना चाहो, टेस्टेड पेज के ऊपर आप चले जाओ यहां पर। तो HTML को वो हमारी वेबसाइट के ऐसे रीड करता है, उसका स्क्रीनशॉट इसने इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस को टेस्ट करने के लिए। अगर हम मोर इन्फो पे जाएं तो कुछ पेजेस की जो रिसोर्सेज है ना वो नहीं लोड हो पाती और उनके पीछे रीजंस भी होते हैं। देखो robots.txt अगर आपको पता है, मैं 2 लाइन में आपको बताता हूं केवल। robots.txt का क्या काम होता है, robots.txt के थ्रू हम किसी भी क्रॉलर को या बॉट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इस पेज को ना रीड करे, यही हम लोग करते हैं ना। तो यहां पर कुछ रिसोर्सेज हमारी robots.txt के थ्रू ब्लॉक है, या कुछ
पेजेस या कुछ रिसोर्सेज या कुछ यूआरएल्स हमारे robots.txt के थ्रू ब्लॉक है। तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ पेज रिसोर्सेज है वो नहीं लोड हो पाए बिकॉज देयर वाज समथिंग विच वाज ब्लॉक्ड बाय robots.txt। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी दिखते हैं कि क्या इश्यूज है, किसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं जो है वो लोड हो पाएंगे। बट ज्यादातर केसेस में ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो लोड नहीं हो पाती, जिनको क्रॉलर नहीं स्कैन कर पाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप इंटेंशनली जो है वो ब्लॉक करते हो। ठीक है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अब वर्डप्रेस वगैरह में अगर हम आज के टाइम में बनाते हैं तो हमारी थीम्स ही मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहां पर जहां पर वेबसाइट आपकी कस्टम करके बनाई जाती है, वहां पर वेबसाइट के लिए कोड अलग होता है, मतलब डेस्कटॉप के लिए कोड अलग होता है उस वेबसाइट का, और मोबाइल के लिए कोड अलग होता है, मीडिया क्वेरी लिखी जाती है। तो वहां पर जो चीजें हैं, ठीक है, वो गड़बड़ हो सकती हैं। ठीक है, वर्डप्रेस वगैरह में जनरली नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो शॉर्ट आउट करी जा सकती। गाइस, साइट मैप जो टॉपिक है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड कर रखा है। एक तो ये वाला वीडियो जो अभी आप देख रहे हो, इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि हम लोग बात करने वाले हैं साइट मैप क्या होता है, कितने तरीके के साइट मैप होते हैं, किस तरीके का साइट मैप दिखता है, वेबसाइट के ऊपर जाकर देखेंगे किस तरीके का हमें साइट मैप दिखता है, हमें साइट मैप की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम साइट मैप ना यूज करें तो क्या कोई फायदा या नुकसान हो सकता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट मैप्स क्या होते हैं। जो मेजर दो टाइप ऑफ साइट मैप्स हैं, दैट इज बेसिकली एक्सएमएल साइट मैप एक होता है, और दूसरा जो होता है हमारा दैट इज एक्चुअली एचटीएमएल साइट मैप्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से एसईओ में हमारी हेल्प करते हैं, इन सारी ही चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस टाइप से साइट मैप्स को क्रिएट करके अलग अलग टाइप्स ऑफ जो वेबसाइट्स होती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर बनी जो वेबसाइट्स होती हैं, उनमें किस टाइप से हम लोग साइट मैप्स को सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद साइट मैप्स को किस तरीके से हम लोग गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जिस वक्त मैं आपको एसईओ का इंट्रोडक्शन दे रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि टेक्निकल एसईओ को बहुत सारे लोग इग्नोर करते थे, बट टेक्निकल एसईओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक चीज मैं और ही स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दूं कि साइट मैप को क्रिएट करना, इसका इंप्लीमेंटेशन और इसके जो यूजेस हैं और इसके जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे ही आते हैं हमारे टेक्निकल एसईओ के अंडर। कहने का मतलब साइट मैप टॉपिक जो है हमारा वो टेक्निकल एसईओ के अंडर आता है। अब टेक्निकल एसईओ का पर्पस क्या था? टेक्निकल एसईओ का मेन पर्पस ये था कि हमारी वेबसाइट इस तरीके की हो ताकि क्रॉलर को कोई भी परेशानी ना हो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने में, स्कैन करने में, और क्रॉलर की कोई भी रिसोर्सेज है ना वो वेस्ट ना हो। इसीलिए हम लोग साइट मैप्स को यूज करते हैं ताकि क्रॉलर की कोई रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और हमारे जो टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स हैं वो ठीक तरीके से हो सके। अब एक एग्जांपल मान के चलते हैं, यहां पर तो हम लोग बात कर रहे हैं साइट मैप की, मान लेते हैं हम सिटी मैप की बात करें। सिटी मैप का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि एक शहर है और उसका कोई मैप है। तो अगर आप किसी अनजान शहर में जाते हो, किसी नए शहर में जाते हो, और अगर मैं उस शहर का आपको मैप दे दूं तो क्या बेनिफिट होगा उससे? जब आपके पास उस शहर का मैप होगा तो आप देखोगे कौन सी लोकेशन कहां पर है, कौन सी जो रोड है वो किस साइड से जा रही है। तो आपको बेनिफिट क्या होगा? आपको बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सेकंड चीज ये कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि बेसिकली टाइम होता है वो बच जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं वेबसाइट का जो साइट मैप है उससे। साइट मैप इसका मतलब ही है वेबसाइट का मैप, मतलब वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं, पेजेस की जो लोकेशन है वो क्या है, पेजेस कहां पर है, कौन सा पेज किसके साथ लिंक हो रहा है, कौन सा वीडियो किस पेज के ऊपर है, कौन सा वीडियो किस वीडियो के साथ लिंक हो रहा है। ये जो डिफरेंट रिसोर्सेज हमारी वेबसाइट के ऊपर होती हैं, इनका एक मैप हमें मिल जाए ताकि जो क्रॉलर है ना जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आए तो हम उसको मैप दे दें सबसे पहले कि देखो भाई क्रॉलर, ये एक मैप है, अब मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हो, अब आप इस मैप को फॉलो करो और इस मैप से आप समझ लो कि जो ये सर्विसेज वाला हमारा कैटेगरी, इसके अंदर कितने पेजेस हैं, तो सर्विसेज वाली कैटेगरी के ऊपर जाकर ये सारे पेजेस को आप क्रॉल कर लो। क्योंकि अगर क्रॉलर हमारे पेजेस को क्रॉल नहीं कर पाएगा, बेहतर तरीके से उसके बारे में समझ नहीं पाएगा, तो आगे के सारे काम ही रुक जाएंगे, पूरे का पूरा एसईओ रुक जाएगा। एसईओ का जो फंडामेंटल्स हैं वो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी वेबसाइट की
बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो गूगल के सिस्टम तक पहुंच जाए। और गूगल के सिस्टम तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो गूगल ने दी अपने बॉट को। तो बॉट अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो उसको तो सारी चीजें मिलनी चाहिए ना। मैं आपके घर आऊं और पूरा घर अगर मुझे देखना है आपका, तो मुझे हर रूम में जाना पड़ेगा। अब मुझे किसी रूम का अगर रास्ता ही नहीं पता है तो फिर मैं वहां जाऊंगा कैसे? तो इसलिए अगर आप अपने घर के बाहर एक मैप लगा दें कि ये रूम यहां पर है, फिर ये रूम यहां पर है, फिर ये रूम यहां पर है, तो मैं बड़ी आसानी से जा सकता हूं। सेम काम हम यहां पर भी कर रहे हैं। तो साइट मैप को समझना और साइट मैप का इंप्लीमेंटेशन, ये किस काम आ रहा है? इस काम आ रहा है ताकि क्रॉलर को हमारी वेबसाइट को नेविगेट करने में, स्कैन करने में कोई समस्या ना आए। और ये सारे पार्ट आ जाते हैं हमारे टेक्निकल एसईओ के अंदर। वही यहां पर आप देख सकते हो, इट्स बेसिकली अ फाइल वेयर यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस, वीडियोस एंड अदर फाइल्स ऑन योर साइट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कौन सा पेज कहां लिंक हो रहा है, ठीक है, एक पेज से दूसरा पेज, दूसरे पेज से तीसरा पेज। तो हम क्रॉलर के लिए भी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द क्रॉल बजट। हम बोल रहे हैं कि अगर हमने उसको साइट मैप दे दिया तो फिर वो साइट मैप के थ्रू हमारे पेजेस को क्रॉल कर लेगा और उसका जो टाइम है हमारी वेबसाइट के ऊपर वो बचेगा। फाइन। तो साइट मैप कुछ नहीं, इट्स बेसिकली अ फाइल दैट हेल्प्स क्रॉलर्स टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट। तो वहीं पर अगर कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो इस टाइप से है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, और इसका मैं मैप बनाकर जो अपना क्रॉलर है उसको दे दूं, या क्रॉलर को एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि हमारे साइट मैप से देख लो कि जो हमारी वेबसाइट है वो किस तरीके की है, तो ये क्रॉलर के लिए भी बड़ा इजी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ साइट मैप। अब गाइज हम लोग क्यों साइट मैप यूज करते हैं, तो एक और मिथ मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप नहीं है तो आपका एसईओ नहीं हुआ और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। साइट मैप का होना क्रॉलर के लिए ईज प्रोवाइड करता है आपके कंटेंट को समझने के लिए, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर, हायरार्की और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझने के लिए। वो आप चाहे साइट मैप के थ्रू कराएं, चाहे किसी दूसरे सोर्स के थ्रू करा दें। द पॉइंट इज कि क्रॉलर को यह समझ में आना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट की हायरार्की है वो किस तरीके की है। जरूरी ये नहीं है कि वो साइट मैप के थ्रू पता चल रहा है या किसी दूसरे सोर्स के थ्रू। अब यहां पर पॉइंट ये है कि जो बड़ी वेबसाइट्स होती वहां पर साइट मैप बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। वहीं पर अगर हमारी छोटी वेबसाइट है और आपने साइट मैप बनाया भी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट अब रैंक नहीं हो सकती। फिर भी आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है, शर्त यह है कि क्रॉलर आपके पेजेस को ठीक तरीके से समझ पाए, दैट्स इट। और साइट मैप क्या कर रहा है, उस चीज को समझने में आसानी प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज आप इस टाइप से जो साइट मैप्स की इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करें। सो इट्स गुड फॉर द लार्ज वेबसाइट्स इफ द पेजेस आर आइसोलेटेड एंड नॉट वेल लिंक टू ईच अदर। अगर लिंकिंग नहीं है, एक पेज से दूसरे पेज की अगर लिंकिंग प्रॉपरली नहीं है, तो फिर आपको साइट मैप की जरूरत पड़ेगी ताकि वहां से जो क्रॉलर है वो आपके पेजेस को समझ सके कि कौन कौन से पेजेस हैं। अदरवाइज अगर पेजेस की लिंकिंग अच्छी है, तो अगर साइट मैप नहीं भी है, क्रॉलर एक पेज तक पहुंच जाता है तो उससे दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे वो पहुंच जाएगा। द पर्पस इज क्रॉलर शुड नो अबाउट द डिफरेंट पेजेस ऑन योर वेबसाइट, नो मैटर who is helping crawler to know about it, right? Third is your site has a lot of rich media content, video and images। अगर बहुत सारे हैं तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है या इमेजेस का भी आप इस टाइप से सोचो, जो इमेजेस की भी पूरी इंफॉर्मेशन है वो भी क्रॉलर को पता होनी चाहिए ताकि वो इमेजेस को भी प्रॉपरली इंडेक्स कर पाए। तो ऐसा नहीं है केवल यूआरएल्स जो आपके होते हैं पेजेस उन्हीं का साइट मैप होता है, आपकी दूसरी रिसोर्सेज का भी साइट मैप हो सकता है, आपके जो इमेजेस होती हैं उनका भी साइट मैप हो सकता है। और जो योस्ट एसईओ वगैरह की प्लगइन है हमारे पास, ये सारे काम हमारे ये ऑटोमेटिकली कर देती हैं वर्डप्रेस में। मतलब इमेजेस का भी साइट मैप बन जाता है, दूसरी रिसोर्सेज का भी जो साइट मैप है वो बन जाता है। इनकी हम लोग बाद में बात करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ साइट मैप, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ साइट मैप्स। एक जो होता है हमारा दैट इज एक्सएमएल साइट मैप, और दूसरा जो होता है वो हमारा एचटीएमएल साइट मैप होता है। एक्सएमएल साइट मैप जो होता है वो एक्चुअली क्रॉलर्स के लिए होता है। देखो हमारी वेबसाइट पे दो लोग आते हैं, दो चीजें जो होती हैं वो हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करती है। लेट्स से दिस इज द वेबसाइट, तो यहां पर या तो क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा या फिर यूजर जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। और दोनों ही लोगों का पर्पस ये होता है कि वेबसाइट को ठीक तरीके से स्कैन कर सकें या समझ सकें। तो क्रॉलर को यूजर की लैंग्वेज या हमारी लैंग्वेज तो समझ में आएगी नहीं, तो क्रॉलर जिस चीज से फ्रेंडली होता है वो होता है हमारी एक्सएमएल लैंग्वेज। तो
क्रॉलर के लिए हम लोग जो अपनी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप लगाते हैं वो हमारा XML साइट मैप होता है। वहीं पर यूजर के लिए जो हम साइट मैप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं वो हमारा HTML साइट मैप होता है। HTML इज फॉर यूजर्स वेयर एज XML इज फॉर क्रॉलर्स। तो दो तरीके के हमारे साइट मैप्स होते हैं। तो गाइज अगर इन दोनों ही साइट मैप्स को हम लोग प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम लोग यहां पर आ जाते हैं। जैसे मैं एंटर करता हूं यहां पर इंडिया टाइम्स, एक मैं रैंडम सी वेबसाइट ले लेता हूं और यहां पर मैं मेंशन करता हूं sitemap.xml और मैं इसको ओपन करता हूं। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली द साइट मैप फाइल, जिसके अंदर सभी यूआरएल्स की जो है इंफॉर्मेशन है। इस वेबसाइट के ऊपर जितने यूआरएल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर आप देख सकते हो। तो इस टाइप से हमारे XML साइट मैप्स होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग इसको HTML कर दें तो अगर इस वेबसाइट के ऊपर कोई पेज होगा तो ये HTML जो साइट मैप है दैट इज बेसिकली अ पेज ओनली। तो अगर हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर HTML साइट मैप बनाना है तो हमें डेवलपर से बोलना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस का एक एंकर टेक्स्ट बनाकर हमारे एक पेज बना दो हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि बेसिकली एक्ट होगा एज अ HTML साइट मैप। तो यहां पर आप देखो अगर ध्यान से तो आप देखते हो एक कैटेगरी, देन देयर आर डिफरेंट पेजेस विद इन दिस कैटेगरी। तो यहां पर यूजर पहुंच सकता है थ्रू वेबसाइट। तो ये वाले जो हमारे साइट मैप होते हैं ये यूजर के लिए होते हैं। अगर आप कहीं देखोगे भी तो यहाँ पर देखो आपको साइट मैप दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो दिस इज एक्चुअली फॉर द यूजर्स। बहुत सारे लोग साइट मैप्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं। हाँ ये जरूर है कि अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी है तो वहां पर ये 100% रिकमेंडेड है कि आप साइट मैप्स बनाएं। अगर आपकी वेबसाइट छोटी है और क्रॉलर सारे पेजेस तक पहुंच जा रहा है, समझ पा रहा है और आपकी वेबसाइट का जो नेविगेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो अगर आप साइट मैप नहीं भी बनाते हो तब भी आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। क्योंकि रैंकिंग के पीछे का जो मुद्दा है वो ये है कि यूजर की इंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी पेज का कंटेंट होना चाहिए। अब इन चीजों को मैप कराने के लिए और गूगल को समझाने के लिए ये सारी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, और अगर उसको ऐसे ही समझ में आ जाएगा तो फिर ऐसे ही रैंक हो जाएगा, ये सारी एक्टिविटीज भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर वही कहता है साइट मैप इज अ मस्ट फॉर अ वेबसाइट टू रैंक, ये चीज गलत है। बट वो ईज जरूर प्रोवाइड करता है। छोटी वेबसाइट 4-5 पेजेस की है तो हो सकता है साइट मैप की आज से जरूरत भी ना पड़े और आपका काम हो जाए। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा साइट मैप्स आप लगा ले। ऐसा नहीं है कि वो रैंक हो जाएगी तो फिर आप साइट मैप्स को इग्नोर करने लगे। बस एक मिथ है जिसको मैं दूर करना चाहता था। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि साइट मैप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं। आपको भी ये देखना है तो आप अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाकर इसी टाइप से टाइप करके आप साइट मैप्स देख सकते हैं। देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग साइट मैप्स को जनरेट कर सकते हैं, साइट मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद किस तरीके से हम लोग साइट मैप्स को सबमिट करेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि साइट मैप्स क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्यों हमें साइट मैप्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास साइट मैप्स ना हो तो क्या हमारा एसईओ नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में सारा काम हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो गाइज जो ये साइट मैप का इंप्लीमेंटेशन है ये बेसिकली दो चीजों में डिवाइडेड है, आप बोल सकते हो दो स्टेप्स में डिवाइडेड है। एक तो ये कि हमें सबसे पहले गाइस ये करना होता है कि हमें हमारा जो साइट मैप है ना वो क्रिएट करना होता है। अब गाइस अगेन कि हमें जो हमारा साइट मैप क्रिएट करना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। लेट्स से अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस है तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो साइट मैप है उसको क्रिएट कर भी देती हैं और क्रिएट करने के बाद उसको अपलोड भी कर देती है। बट हमें केवल गूगल सर्च कंसोल के अंदर उसको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला काम हमारा इजी हो जाता है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है, अगर हमारी वेबसाइट कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो वहां पर कोई ऐसी प्लगइन नहीं होगी जो ऑटोमेटिकली आपके साइट मैप को जनरेट कर देगी। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो एक्सटर्नल टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप जो साइट मैप्स है उनको जनरेट कर देंगे। अब साइट मैप आपने जनरेट कर दिया, अब उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था लास्ट के वीडियो में कि साइट मैप किस तरीके से दिखते हैं। हम अपना जो डोमेन होता है उसको एंटर करते हैं / उसके बाद sitemap.xml करते हैं तो हमारा जो साइट मैप है वो हमारे सामने आ जाता है, हमारा जो XML साइट मैप होता है वो। तो इसका मतलब वो साइट मैप हमारी वेबसाइट के ऊपर है। तो अब वेबसाइट के ऊपर उसे हमें अपलोड भी करना है। तो जब हम कुछ भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने की बात करते हैं तो इसका मतलब वेबसाइट की फाइल जो है वो कहाँ रखी ये हमें समझना पड़ेगा। फाइल्स रखी होती है इसी पैनल में या फाइल डायरेक्टरी में, जहां पर भी हमारी वेबसाइट जो है वो होस्टेड होती है। अब इसको और आसानी से ऐसे समझ सकते हो, तो हमने जो साइट मैप क्रिएट किया है उस साइट मैप को हम लेंगे, उस साइट मैप को हम अपने जो फाइल मैनेजर जहां पर हमारी वेबसाइट है वहां पर अपलोड करेंगे। तो ये दो स्टेप्स हमारे और ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर हमारी कोई कस्टम वेबसाइट है तो, राइट।
तो शुरुआत कहां से हुई कि जो हमारी वेबसाइट है अगर वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो प्लगइन भी हमारा काम कर देगी, ठीक है। अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट है और फिर भी हम चाहते हैं कि हम मैन्युअली जो है अपने साइट मैप क्रिएट करें और मैन्युअली साइट मैप को क्रिएट करने के बाद हम उसको अपलोड करें और उसके बाद उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट दोनों ही चीजों को हम लोग डिफरेंशिएट करके देखेंगे। फाइन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइट मैप फॉर वर्डप्रेस में क्या है, इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग प्लगइन्स। और साइट मैप फॉर कस्टम वेबसाइट की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे फ्री टूल्स होते हैं। अगर आपके पास कुछ लिमिटेड यूआरएल्स हैं, 400-500 अगर आपके पास यूआरएल्स हैं तो फ्री टूल से आपका काम चल जाएगा। वहीं पर अगर आपके पास लेट से 15,000 यूआरएल्स हैं तो फिर उस पर्टिकुलर केस में तो आपको पेड टूल की ही तरफ जाना पड़ेगा और पेड टूल की हेल्प से जो आप साइट मैप्स हैं उनको आप जनरेट कर देंगे। साइट मैप्स को जनरेट करने के बाद अपलोड वाली प्रोसेस आ जाती है। वर्डप्रेस में प्लगइन ही ये काम कर देती है ऑटोमेटिकली। कस्टम वेबसाइट है तो मैनुअली आपको करना पड़ेगा। अब चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर हो चाहे आपकी वेबसाइट कस्टम हो, मतलब टेक्नोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको आपका जो साइट मैप है ना उसको सबमिट करना पड़ेगा। कहां पर? गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो ये चीज तो आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं होती है। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, डमी वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई साइट मैप है या नहीं है। तो गाइस अगर हम इसके ऊपर देखें तो मैं सिंपली यहां पर टाइप करता हूं sitemap.xml और मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर साइट मैप है। और अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। मतलब ये वाला जो साइट मैप है ये योस्ट एसईओ प्लगइन की वजह से जनरेट हो गया। तो मेरे पास एक वेबसाइट थी वर्डप्रेस की, उसमें मैंने योस्ट की प्लगइन लगाई। योस्ट की प्लगइन में हमारे पास सेटिंग्स होती है कि हम साइट मैप्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो वहां पर जो सेटिंग्स है उसमें एक्टिवेटेड, इसलिए ऑटोमेटिकली जो हमारे साइट मैप्स है वो यहां पर जनरेट हो गया। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप देखो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने टाइप तो किया था sitemap.xml, ये रिडायरेक्ट होकर साइट मैप अंडरस्कोर index.xml क्यों हो गया? देखो sitemap.xml ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो रहा है sitemap अंडरस्कोर index.xml के ऊपर, ये तो एक चीज हो गई। अब ये इंडेक्स है साइट मैप का, कहने का मतलब ये जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पोस्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो योस्ट ने ऑटोमेटिकली क्या किया कि कैटेगरी रिलेटेड अलग साइट मैप बना दिया कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन इस साइट मैप में है। पेजेस से रिलेटेड उसने अलग साइट मैप बना दिया, पोस्ट से रिलेटेड उसने अलग साइट मैप बना दिया। तो ये काम बाय डिफॉल्ट योस्ट ने कर दिया है, तो वो इसलिए इसको बोल रहा है कि एक साइट मैप का इंडेक्स है। और अगर आप किसी भी साइट मैप को ओपन करोगे, लेट से मैं इस वाले साइट मैप को अगर ओपन करूं जो post-sitemap.xml है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो जितनी भी मेरी पोस्ट है वो यहां पर मुझे दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर मैं पेज वाला साइट मैप को ओपन करूं तो मेरे पेज से रिलेटेड जितने भी यूआरएल्स हैं यहां पर आप देखो, मेरे वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं उनके सब यूआरएल यहां पर हैं। तो बेसिकली साइट मैप होता क्या है? साइट मैप हमारी वेबसाइट के जो यूआरएल है, जो पेजेस हैं, उन सभी पेजेस को ऑर्गेनाइज करके रखता है ताकि जब क्रॉलर आए तो सबसे पहले वो हमारी वेबसाइट के साइट मैप को ही देख ले। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये वाली जो लोकेशन होती है, जैसे आप यहां पर ऐसे देख रहे हो umartazki.in, यहां पर साइट मैप, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। तो साइट मैप हमेशा रूट डायरेक्टरी पे होता है। रूट डायरेक्टरी का मतलब सबसे सामने, आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं। रूट डायरेक्टरी का जो अगर नॉन टेक्निकल मतलब आप समझने की कोशिश करो तो मतलब सबसे सामने जो चीज आएगी, ठीक है। तो साइट मैप भी, तो अगर कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो आप यही चाहोगे कि साइट मैप उस क्रॉलर को सबसे पहले दिख जाए। पता चला साइट मैप ही बाद में दिख रहा है तो क्रॉलर फिर रीड कैसे करेगा आपकी वेबसाइट के यूआरएल्स को? तो आप भी चाहते हो कि साइट मैप अगर किसी क्रॉलर को दिखता है तो सबसे पहले दिख जाए, इसलिए हम लोग उसको रूट डायरेक्टरी में अपलोड करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि साइट मैप्स को हम रूट डायरेक्टरी पे क्यों अपलोड करते हैं, तो दिस इज द रीजन कि हम चाहते हैं कि वो सबसे इजीली एक्सेसिबल हो जाए क्रॉलर के लिए, ठीक है, बड़ी आसानी से क्रॉलर उसको एक्सेस कर ले। फाइन, तो अगर योस्ट एसईओ से जनरेट हुआ जो हमारा साइट मैप होता है वो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। फाइन, तो अगर मैं अपने वेबसाइट के बैकएंड में आऊं और यहां पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, देख सकते हो आप, जो हमारी योस्ट प्लगइन है जिसको हम लोग एसईओ के लिए यूज करते हैं। योस्ट प्लगइन के बाद आप यहां पर जैसे ही योस्ट प्लगइन के ऊपर जाएंगे, जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं, योस्ट प्लगइन के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे आपको जाना है सिंपली फीचर्स वाले सेक्शन में, राइट। फीचर्स वाले सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर आप नीचे आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो एक्सएमएल साइट मैप्स का जो ऑप्शन है ये मैंने ऑन कर रखा है। तो अब ये क्या करेगा
जैसे ही इस ऑप्शन को आप ऑन करते हो साइट मैप्स जनरेट भी हो जाते और साइट मैप का जो यूआरएल है वो भी बन जाता है, मतलब साइट मैप जनरेट भी हो गए और अपलोड भी हो गए। सबमिट करने का जो काम बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे। तो गाइज इस टाइप से हम लोग हमारे जो साइट मैप्स है उनको एक्टिवेट कर देते हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो देखो क्या होगा, मैंने साइट मैप को ऑफ कर दिया, सेव चेंजेस कर दिए। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर वापस चेक करूंगा तो देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो कोई दूसरी प्लगइन वगैरह है जिसने भी अगर साइट मैप्स को जनरेट कर दिया होगा तो वो दिख जाएगा, वरना कोई भी साइट मैप नहीं दिखेगा। तो मैं वापस आ जाता हूं और यहां पर मैं एक बार फिर से ना गाइस यहां पर sitemap.xml में एंटर करता हूं। तो जैसे मैं sitemap.xml करता हूं तो अब देखो यहां पर इट इज एक्चुअली जनरेटेड बाय वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस ने ही बाय डिफॉल्ट इसको जनरेट करके दे दिया, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हो, ओवर द टाइम चीजें इंप्रूव होती हैं तो अब ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट हो जा रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि आपको खुद से जनरेट करना है साइट मैप और उसको अपलोड करना है, नहीं। आप पहले ये मेक श्योर कर लो कि जो साइट मैप यहां पर दिखने चाहिए वो साइट मैप्स आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ही जो साइट मैप्स है वो जनरेट हो गए हैं यहां पर, ठीक है। तो इस चीज को आप चेक कर लो। वंस अगेन विल कम बैक ओवर हेयर, और अगर मैं वापस आता हूं और एक्सएमएल साइट मैप्स को मैं ऑन करके यहां पर मैं सेव चेंजेस कर देता हूं और उसके बाद वापस मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करता हूं। देखो यहां पर जो यूआरएल बना था वो वर्डप्रेस साइट मैप का बन गया था और ये भी बाय डिफॉल्ट ही आ गया है। और मैं अगर वापस आ जाऊं और मैं यहां sitemap.xml करता हूं तो देखो मैं फिर से साइट मैप अंडरस्कोर index.xml पे चला गया, जो बेसिकली योस्ट ने क्रिएट किया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, योस्ट की हेल्प से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो साइट मैप्स हैं वो अपलोड हो गए, ठीक है, और क्रिएट भी हो गए, अपलोड भी हो गए। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें साइट मैप को यहां सबमिट करना है। तो गाइस साइट मैप को सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे यहां पर जो आपका डोमेन होगा, ठीक है, वो दिख रहा होगा आपको, या आपकी जो वेबसाइट होगी वो दिख रही होगी। उसके बाद गाइज आपको यहां पर जो भी आपका साइट मैप का यूआरएल है इसको आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं हर बार आप साइट मैप डॉट एक्सएमएल ही यहां से उठा लें, नहीं, जो भी आपका यूआरएल है आप उसको उठाएं और उसको उठाने के बाद यहां पर लाने के बाद आप उसको यहां पर एंटर करें और सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो साइट मैप है वो सबमिट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो साइट मैप की पूरी प्रोसेस है वो बस इतनी ही है। अब अलग अलग वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये चीज बदलती रहती है, बट प्रोसेस यही है। प्रोसेस क्या है, 3 स्टेप की प्रोसेस है। साइट मैप को क्रिएट करना है, ठीक है, साइट मैप को अपलोड करना है, दोनों काम योस्ट ने कर दिए, साइट मैप को सबमिट कर देना है हमें यहां पर गूगल सर्च कंसोल में, ये प्रोसेस है। अब अगर हम मान के चले हमारे पास योस्ट प्लगइन नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। सो गाइज हमारे पास बहुत सारे साइट मैप जनरेटर टूल्स हैं, तो हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे साइट मैप जनरेटर के ऊपर, ठीक है, फ्री में। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, सबसे पॉपुलर टूल है वो ये है एक्सएमएल साइट मैप्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर हम लोग आ जाएंगे और यहां पर मुझे जिस भी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करना है उस वेबसाइट का जो डोमेन यूआरएल जो भी आप बोल सकते हो वो आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद हम इसको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है। हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही लिमिटेड से पेजेस है, डमी वेबसाइट, तो बड़ी जल्दी ही जो साइट मैप है वो जनरेट हो जाएगा। बट इस फ्री टूल की जो लिमिटेशन है गाइस वो ये है कि ये फ्री टूल आपको 500 से ज्यादा यूआरएल्स को साइट मैप में ऐड करने के ऑप्शंस नहीं देखता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमारे जो पेजेस स्कैन हुए 2034 पेजेस, 27 यहाँ पर ऐड हो चुके, इतना टाइम लगा, ये सारी चीजें, और साइट मैप की हम लोग डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। सो गाइस ये सारे जो हमारे यूआरएल्स हैं, ये सारे हमारे डिफरेंट जो यूआरएल्स हैं वो हमारे ऐड हो चुके हैं। और ये देखो ये भी हमें प्रोसेस बता रहा है, डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। तो हम लोग यहाँ से अभी डाउनलोड कर लेंगे, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में सेव कर दूंगा। तो आप देखो इसका थोड़ा सा नाम जो है ना वो ठीक तरीके से हो, तो मैं इसका नाम केवल साइट मैप ही रखता हूँ, और साइट मैप ऑलरेडी से होगा तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये साइट मैप डॉट एक्सएमएल नाम से सेव हो गई हमारी एक एक्सएमएल फाइल। उसके बाद ये प्रोसेस हमें बता रहा है अपलोड इट टू द डोमेन रूट फोल्डर ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा उसका क्या मतलब होता है। और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाकर हमें इसको सबमिट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग वापस आ जाएं अपने होस्टिंग के ऊपर, मैं अपनी होस्टिंग में एक बार के लिए लॉगिन कर लेता हूं क्विकली, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट तो गाइज हमारी जो है वो हमारी होस्टिंग में होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो होस्टिंग है उसमें लॉगिन करना और हमारी वेबसाइट वहां पर कहां पर रखी हुई है उसको हमें देखना है। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं अपनी होस्टिंग के अंदर, तो आपको सीधे पहुंचना है यहां से फाइल मैनेजर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको यहां से ढूंढ के नहीं मिल रहा है तो आप सर्च मार लीजिएगा, यहां पर सीधे से आपको फाइल मैनेजर के ऊपर जाना है।
तो मैं आ जाता हूं फाइल मैनेजर के ऊपर। अलग अलग जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज है उनका अलग अलग इंटरनल ये हो सकता है, बट फाइल मैनेजर होगा गाइस, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फाइल मैनेजर में आपको जाना है पब्लिक एचटीएमएल के ऊपर, ठीक है। और अगर बहुत सारी यहां पर वेबसाइट्स होती है तो उन वेबसाइट्स के फोल्डर बने होते, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तो आपने डेवलपर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है आप समझ लो इसको कि हम लोग अपने रूट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, और मुझे जो हमारी फाइल है, जो हमारी फाइल थी यहां पर, लेट्स गो टू आवर फाइल, ये जो हमारी फाइल है इसको हमें यहां पर अपलोड करना है, ठीक है। यहां से मुझे अपलोड करना है, और ये जो हमारी फाइल है ये यहां पर अपलोड हो जाएगी sitemap.xml। गाइस यहां पर आप देख सकते हो ये जो हमारी फाइल है sitemap.xml, ये हमारी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब गाइस हमें ये चेक भी तो करना है, तो चलिए क्विकली हम मैनुअली जाकर इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारे ये जो साइट मैप है यहां पर अपलोड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर अब टाइप करता हूं, देखो हमारी फाइल का क्या नाम था, sitemap.xml, जो मैंने अपलोड किए। तो मैं इसी को एंटर करूंगा, और आप देख सकते हो यहां पर जितने भी पेजेस जो हमारे साइट मैप के अंदर थे वो सारे ही पेजेस आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोग को साइट मैप्स क्रिएट करने हैं, साइट मैप्स अपलोड करने हैं। अब ये जो साइट मैप गाइस हमारा अपलोड हो गया, तो गाइस अब हमें जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो मैं आ जाता हूं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो umartasky.in है, तो यहां पर हमें दिख रहा है। अब ये जो हमारा साइट मैप है इसका यूआरएल मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा sitemap.xml, ठीक है। ये ऑलरेडी यहां पर देखो पहले से sitemap_index वाला यहां पर पड़ा हुआ है, तो मैं sitemap.xml करके इसको सबमिट कर दूंगा, और ये सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम लोग हमारे साइट मैप्स को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमारे साइट मैप्स को हम लोग अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, और उसके बाद यहां पर हम सबमिट करते हैं। देखो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको कि साइट मैप को सबमिट जरूर करना है यहां पर गूगल सर्च कंसोल के अंदर, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि साइट मैप किस काम आएगा। क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो साइट मैप देखेगा। क्रॉलर और वेबसाइट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो करवाता कौन है, ये करवाता है गूगल सर्च कंसोल। तो गाइस जब गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हम लोग क्रॉलर को ये बात बता देंगे कि ये हमारे साइट मैप की लोकेशन है, देखो यहां से हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ऐड अ न्यू साइट मैप, तो हम साइट मैप की अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करें। अब ये मेक श्योर करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं हमेशा यहां पर sitemap.xml ही डाल देते हैं, नहीं, आपको हमेशा sitemap.xml नहीं डालना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो साइट मैप है वो कौन सा साइट मैप दिख रहा है, ठीक है, किस यूआरएल के ऊपर साइट मैप दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको जो है वो रिएक्ट करना है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा कि साइट मैप्स क्या है, क्यों यूज करते हैं, किस टाइप से हम लोग इनको क्रिएट करेंगे, राइट। और जो मैंने टूल आपको बताया था इसका पेड वर्जन भी होगा, तो अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा है फिर आप पेड वर्जन के थ्रू जो साइट मैप्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। गाइस हम लोग समझने वाले हैं आखिर ये robots.txt फाइल क्या होती है, ये किस तरीके से काम करती है, कहां पर हम इसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं, अगर हम इसको ना यूज करें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, और कितनी इंपॉर्टेंट है ये फाइल विद रिगार्ड्स टू एसईओ, इन सारी ही चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं robots.txt का मतलब क्या है। देखो यहां पर जो एक्सटेंशन यूज हुआ है, मैंने जैसे बताया आपको कि ये एक फाइल है, पहली बात तो ये, और ये जो एक्सटेंशन यूज हुआ है दैट इज एक्चुअली .txt। .txt एक्सटेंशन बेसिकली हम लोग उस एक्सटेंशन को बोलते हैं, जैसे अगर आपने नोटपैड के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा और उस नोटपैड को आप सेव करते हो, उस फाइल को आप सेव करते हो नोटपैड वाली, तो बेसिकली वो जिस एक्सटेंशन में सेव होती है वो हमारा .txt एक्सटेंशन होता है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि .txt एक्सटेंशन का मतलब ये एक नोटपैड फाइल है। अब इस फाइल के अंदर क्या होता है गाइस, एक robot.txt की फाइल जो हम बनाते हैं, उस फाइल के अंदर हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं बॉट्स को लेकर, क्रॉलर्स को लेकर, और हम क्रॉलर्स को बताते हैं कि क्रॉलर्स को किन पेजेस को क्रॉल करना है और किन पेजेस को क्रॉल नहीं करना। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आप बोलोगे अभी तक जो टेक्निकल एसईओ के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे उसमें ज्यादातर बात इस चीज के अराउंड हुई थी कि हमें हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस है ना उनको क्रॉलेबल बनाना है, ताकि क्रॉलर आ सके और उन पेजेस को प्रॉपरली क्रॉल कर सके, समझ सके कि वो पेज किस बारे में, और उनको इंडेक्स करा सके। अब एक नई चीज आ गई robot.txt, जिसके थ्रू हम क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारे वेबसाइट के या जो हमारी वेब पेजेस हैं उनमें कौन से वेब पेजेस को आपको क्रॉल करना है और कौन से वेब पेजेस को क्रॉल नहीं करना है। तो ऐसी क्यों सिचुएशन आ गई जहां पर हमें यह भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कि इन पेजेस को क्रॉल मत करो, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हो रही थी, अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ टेक्निकल एसईओ के रिगार्ड्स में, वो सारा इसी चीज को लेकर के था कि हमारे वेब पेजेस क्रॉल होने चाहिए। तो क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन होती जहां पर हम ये चाहते हैं क्रॉलर हमारे पेजेस को ना क्रॉल करे? बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस होती। देखो जब कभी भी क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो उसके पास एक क्रॉल बजट होता है। क्रॉल बजट को मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझो। क्रॉल बजट का सीधा सा मतलब होता है कि वो क्रॉलर हमारे वेब
साइट की कितने पेजेस को, कितने रिसोर्सेस को जो है वो क्रॉल करेगा। ठीक है, तो क्रॉल बजट, वो टाइम आप समझ लो कि क्रॉल बजट एक तरीके से टाइम है एक क्रॉलर का, कि कितना टाइम वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगाएगा। और वो वेबसाइट की रेपुटेशन के हिसाब से क्रॉल बजट जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी है तो मेरी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो ज्यादा होगा। अगर मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेंट मैं उसमें नहीं डालता हूं, तो मेरी वेबसाइट के लिए जो क्रॉल बजट क्रॉलर का होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना एक पुरानी या जिसके ऊपर रेगुलरली कंटेंट जो है वो पोस्ट हो रहा है उस वेबसाइट का। तो कहने का मतलब एक और चीज है कि क्रॉल बजट जो है वो वैरी करता रहता है, बट क्रॉलर के पास क्रॉल बजट होता है कि वो हमारी वेबसाइट को किस तरीके से और कितना क्रॉल करेगा उसके बेसिस पे। तो गाइस हम चाहते हैं कि जो भी क्रॉलर के पास क्रॉल बजट है ना, उसका ऑप्टिमम यूज हो सके। मतलब अगर क्रॉलर को एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं 2 मिनट मिले हुए हैं हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, तो वो 2 मिनट में हमारी वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा पेजेस को क्रॉल कर ले और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रॉल कर ले। तो भाई यहां पर तो बात हो गई कि अगर हम चाहते हैं कि जो क्रॉलर हमारी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पेजेस को ही क्रॉल करे, तो जो नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको हम नहीं चाहते कि क्रॉलर उन पेजेस को क्रॉल करे। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशंस भी बनती हैं जहां पर हम क्रॉलर को इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको किन पेजेस को क्रॉल करना है और किन पेजेस को क्रॉल नहीं करना है। मतलब ये सिचुएशन हो सकती है प्रैक्टिकली। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, आप पॉइंट वाइज अगर देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर तो आपको दिख जाएगा, दे टेल सर्च इंजन्स वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू। ठीक है, मतलब सर्च इंजन को हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सर्च इंजन बॉट्स अगर लिखें तो ज्यादा क्लियर होगा। सर्च इंजन बॉट्स को हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि वो हमारे किस पर्टिकुलर पेजेस को क्रॉल करें और किस पर्टिकुलर पेज को ना क्रॉल करें। वी डोंट वांट टू टेक क्रॉलर टू अनवांटेड रिसोर्सेज ऑन द वेबसाइट टू ऑप्टिमाइज क्रॉल बजट। जैसे हमने आपको बताया कि बेहतर तरीके से क्रॉलर का क्रॉल बजट जो है वो यूज हो सके, इसके लिए हम क्रॉलर को नहीं चाहते हैं कि वो बहुत सारी हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐसे पेजेस होते हैं, ऐसे यूआरएल्स होते हैं जिनको वो क्रॉल करे और अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट करे। ये एक तरीके से हम क्रॉलर के लिए भी अच्छी चीज कर रहे हैं क्योंकि उसकी रिसोर्सेज नहीं वेस्ट हो रही है, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। वी डोंट वांट क्रॉलर टू क्रॉल अनवांटेड पेजेस फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑल्सो, लाइक जैसे अगर हमारी कोई वेबसाइट है जो है abc.com, ठीक है, और ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो आप देखते होंगे वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के लिए हमारे पास जो यूआरएल बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, wp admin। तो गाइस हम नहीं चाहते हैं कि जो गूगल का क्रॉलर है वो इस पर्टिकुलर यूआरएल को क्रॉल करे, क्योंकि अगर इसको क्रॉल कर लेगा तो इसको इंडेक्स भी कर लेगा, अगर इंडेक्स कर लेगा तो गूगल के जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं वहां पर भी शो करा देगा। बट हम ये नहीं चाहते हैं कि गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ये वाला जो हमारा पेज है ये शो हो, फॉर द सिक्योरिटी रीजन ऑल्सो। भाई जिस बैकएंड से हम लॉग इन कर रहे हैं, हम क्यों चाहेंगे कि लोगों के सामने वो बैकएंड आए। ठीक है, जैसे अलग अलग तरीके भी होते हैं, वर्डप्रेस में हम इस यूआरएल को अगर चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। तो गाइस अब हमें यह समझ में आ गया कि robot.txt नाम की कोई फाइल होती है जिसको हमारे और आप जैसे जो एसईओज होते हैं उस फाइल को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जिसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं, उसका कुछ अपना सिंटेक्स होता है जिसके बेसिस पर क्रॉलर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो हमारी वेबसाइट के किन पेजेस को क्रॉल करे और किन पेजेस को ना क्रॉल करे। फाइन, तो गाइस जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है अगर हम उसको समझने की बात करें, सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज robot.txt। अब किस तरीके से हम लोग जो robots.txt फाइल है उसको क्रिएट करते हैं। तो गाइस जैसा हमारी साइट मैप को लेकर था कि साइट मैप जो थे हमारे वो ऑटोमेटिकली हमारे साइट मैप्स क्रिएट हो जाते थे, sitemaps.xml फाइल जो थी हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जा रही थी बिकॉज ऑफ द योस्ट जो हमारी प्लगइन थी। सिमिलरली गाइस यहाँ पर भी होता है कि वर्डप्रेस के अंदर ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है कि जो कुछ robots.txt फाइल होती हैं वो robots.txt फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है ये क्रिएट हो जाती है अगर आपके पास योस्ट प्लगइन वगैरह है। ठीक है, तो अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। अगर इसको देखना भी अगर आप चाहते हैं तो मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर मैं एंटर करता हूं umartasky.in और स्लैश करके आपको यहां पर एंटर करना है robots.txt। आप इस चीज को ध्यान रखें कि इस फाइल का नाम आप कभी नहीं चेंज करेंगे, इस फाइल का नाम हमेशा रहेगा robots.txt। तो मैं इसको यहां पर एंटर करता हूं और आप देख सकते हो आप कि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर robots.txt फाइल होगी तो वो यहां पर दिख रही है, एंड दिस फाइल इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द योस्ट प्लगइन जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है उसकी वजह से मुझे ये एक robots.txt फाइल दिख रही है। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाने की कोशिश करें, जैसे मैं इंडिया टाइम्स के ऊपर आ जाता हूं, robots.txt में यहां भी एंटर करता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर भी आपको एक robots.txt फाइल दिख रही है। और जो मैं इंस्ट्रक्शंस की आपसे बात कर रहा था वो इंस्ट्रक्शंस यही है
जैसे अलाउ और डिसअलाउ, दो ही तरीके के मेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमें किन यूआरएल्स को अलाउ करना है और किन यूआरएल्स को जो है मुझे डिसअलाउ करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे इंडिया टाइम्स में यूजर करके जो एक यूआरएल बनता है, उसके आगे जितने भी यूआरएल्स बनते हैं वो जो है डिसअलाउ है। यहां पर जो आप देख सकते हो एक डायरेक्टरी है डिसअलाउ स्लैश सर्च, इसके बाद कुछ भी अगर यूआरएल बनता है तो वो सारे जो यूआरएल्स हैं वो डिसअलाउड है। तो आप नहीं चाहते हो कि सर्च के बाद कोई यूआरएल्स अगर बनते हैं तो उनको हम क्रॉल कराएं, हम नहीं चाहते ये चीज। तो वो यहाँ पर जो है वो उनको डिसअलाउ किया गया है ताकि जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है क्रॉल बजट वगैरह का, वो भी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर तरीके से हो सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप हर वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर आप चेक करना चाहो तो जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक पे भी आ जाता हूँ एक बार, facebook.com पे आने के बाद मैं robots.txt फाइल ओपन करता हूं यहां पर, तो आप देख सकते हो यहां पर भी आपको ना बड़े सारे जो हैं इंस्ट्रक्शंस इस robots.txt फाइल के अंदर दिख रहे हैं। अब गाइस आपको लग रहा होगा कि ये वाली तो robots.txt फाइल बहुत ही छोटी है, तो गाइस ये हमारे ऊपर होता है, हम और फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस है ना उसमें जाकर हम और फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं एक बार के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि robots.txt फाइल क्या होती है, उसके बाद हमने समझा कि robots.txt फाइल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास योस्ट प्लगइन है तो हम ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर robots.txt जो फाइल है वो क्रिएट कर लेंगे। अगर हमारे पास जो योस्ट प्लगइन नहीं है और हम बनाना चाहते हैं robots.txt फाइल को, तो गाइज हम लोग इस टाइप से जो हमारी robots.txt फाइल है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इनका मतलब बता देता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास रहता है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब है हम इंस्ट्रक्शन सभी बॉट्स को दे रहे हैं, चाहे वो गूगल का बॉट हो, चाहे वो एचरेफ का बॉट हो, चाहे वो बिंग का बॉट हो, चाहे वो गूगल का इमेज बॉट हो, कोई भी बॉट हो, हम सभी बॉट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एस्ट्रिक मेंशन है कि ये वाला जो पेज है वो अलाउ है और ये वाला जो पेज है वो डिसअलाउ है, ये वाला जो पेज है वो डिसअलाउ है। साथ ही साथ हम robot.txt फाइल के अंदर ही अपनी साइट मैप की लोकेशन भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे साइट मैप की भी जो लोकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो। तो robots.txt कहाँ पर होती है गाइस, मैंने आपको साइट मैप वाले वीडियो में बताया था कि इस टाइप से जब हमारा कोई यूआरएल बनता है तो दैट इज बेसिकली कि हमारी जो robot.txt फाइल है ये भी हमारी रूट डोमेन में है। तो रूट डोमेन पे हमारी robot.txt फाइल पड़ी हुई है। अब क्रॉलर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले आएगा तो वो क्या ढूंढता है, सबसे पहले वो देखेगा robots.txt फाइल कहाँ है। जब वो robots.txt फाइल देखेगा तो उसके बाद उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको क्रॉलर देखेगा कि मुझे किन पेजेस के ऊपर जाना चाहिए, मुझे किन पेजेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्रॉलर ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है, मतलब ये ऑर्डर नहीं है, ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस है या एक तरीके से आप बोल लो ये गाइड है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्रॉलर जो है वो इसको फॉलो करें। गूगल कहता जरूर है कि हम इसको फॉलो करते हैं, बट गाइज ये बात भी श्योरिटी से नहीं कही जा सकती कि गूगल कितना इसको फॉलो करता है। तो आप एक बात मान के चलो कि आपका काम है इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को लिख देना, एंड यू नेवर नो कि कोई क्रॉलर इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। वो जो सारी डिपेंडेंसी है वो एक तरीके से क्रॉलर के ऊपर ही होती है, राइट। तो गाइज इस टाइप से हमारी robots.txt की जो फाइल्स हैं वो हमें दिखती हैं। हम वापस आ जाते हैं एक बार के लिए यहाँ। तो गाइज हमें क्या करना है, हमें robots.txt फाइल क्रिएट करनी है। वर्डप्रेस वेबसाइट में मैंने बताया आपको बहुत ही इजी काम हो जाता है। उसके बाद हमें अपनी जो हमारी robots.txt फाइल होती है उसको हमें अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए अगर हमें वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है तो फिर गाइज हमें अपने सी पैनल में जाना पड़ेगा और फाइल मैनेजर में हमें जाने के बाद जो हमारा रूट डोमेन होता है उसके अंदर मुझे इस फाइल को या जो हम फाइल बनाएंगे robots.txt फाइल, उस फाइल को मुझे वहां पर जाकर अपलोड कर देना। एक और चीज, आपको जो फाइल का नाम रखना है वो कुछ और नहीं रखना है, आपको फाइल का नाम रखना है robots.txt, बस यही आपको फाइल का नाम रखना है, राइट। उसके बाद गाइस आपको ये चेक भी करना है कि जो आपकी robots.txt फाइल है वो ठीक तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, आपको चेक भी करना है। तो इसके लिए हमारे पास robots.txt फाइल को चेक करने के जो टेस्टिंग टूल्स होते हैं वो भी होते हैं हमारे पास। तो आप चले जाइए सिंपली यहाँ पर गूगल के ऊपर, जैसे आप गूगल पे ऊपर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर robots.txt चेकर आप मेंशन करेंगे और आप इसको ओपन कर लें यहाँ से, और यहाँ पर ओपन robots.txt जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अब हम लोग एक बार टेस्ट करके देखते हैं, जैसे ये हमारे पास जो डोमेन था umartasky.in, इसके ऊपर जो robots.txt है क्या ये ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको हम लोग चेक करके क्विकली देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड यहाँ से मैं अपनी आईडी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि हम उसी सर्च कंसोल में लॉग इन हो जिस आईडी के ऊपर इस वेबसाइट का सर्च कंसोल है, राइट। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये जो हमारी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से
हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको। एंड इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी robots.txt फाइल यहाँ थी वही हमारी robots.txt फाइल यहाँ पर भी दिख रही है। अब आप देखो यहाँ पर ये डिसअलाउ है wp एडमिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, नीचे आके मैं wp एडमिन यहाँ डालता हूँ, देखो डबल स्लैश हो गया क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पर है, wp एडमिन डालता हूँ और मैं चाहता हूँ गूगल बॉट एज अ बॉट या एज अ क्रॉलर चेक करे, मेरी वेबसाइट पे आने की कोशिश करे। तो उसके लिए यहां पर जो टेस्ट है इसको मैं करके देखता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखोगे यहां पर ये बोल रहा है कि ये डिसअलाउ है। वहीं पर अगर मैं दूसरा यूआरएल डालता हूं जैसे सर्विसेज यूआरएल को मैं टेस्ट करता हूं तो आप देखोगे सर्विसेज यूआरएल में यहां पर आपको जो है ग्रीन कलर में यहां पर आपको दिख रहा होगा इट इज एक्चुअली अलाउड, ठीक है। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ये अलाउ है। वहीं पर अगर हम लोग ये वाला यूआरएल लेते हैं, ये जो wp एडमिन वाला है जो एक्चुअली हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, ये हम अगर यूआरएल लेते हैं तो फिर ये हमें बताएगा कि ये वाला जो यूआरएल है इट इज एक्चुअली ब्लॉक्ड बाय robots.txt। यहां पर आप देख सकते हो ये robots.txt फाइल की वजह से ब्लॉक है। फर्दर अगर आपको लगता है कि ये वाली जो robots.txt फाइल है ना इसके अंदर भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो फर्दर आप यहां पर जाकर ना कोड लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अलाउ या डिसअलाउ करके कोई भी लाइंस आपको यहाँ पर लिखनी है तो आप उसको जाकर यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये वापस से जो यहाँ पर जो आपका robots.txt फाइल है वो एक्चुअली अपलोड हो जाती है और उसके बाद आप लाइव जाकर भी देख सकते हैं कि robots.txt फाइल यहाँ पर दिख रही है या नहीं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाली जो robots.txt फाइल है किसके थ्रू बनी हुई है योस्ट एसईओ के थ्रू। तो अगर योस्ट प्लगइन के थ्रू भी आप इस पर्टिकुलर robots.txt फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअली robots.txt फाइल को बनाकर अपने सी पैनल में जो है वो अपलोड किया है तो वो वाली जो फाइल्स हैं वो इस टाइप से गाइस, इस टाइप से हमारी जो फाइल्स हैं वो बनती है। इनका अपना एक सेट फिक्स्ड जो है सिंटैक्स होता है कि यूजर एजेंट के आगे जैसे हमारा एस्ट्रिक लगा है मतलब सारे बॉट्स की बात हो रही है, क्या अलाउ करना है क्या डिसअलाउ करना है, साइट मैप भी हम मेंशन कर दें तो एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि क्रॉलर को जब robots.txt फाइल मिलेगी वो robots.txt फाइल देखेगा, साथ ही साथ ये भी देखेगा इसमें जो साइट मैप की लोकेशन है वो क्या है, तो साइट मैप कहाँ पर प्रेजेंट है ये भी जो है गूगल के जो क्रॉलर है या कोई भी क्रॉलर उसको पता चल जाता है, तो आपके साइट मैप के बारे में भी उसको पता चलता है जो कि एक अच्छी चीज़ है, राइट। तो अगर हम लोग वापस योस्ट प्लगइन के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें दैट वी कैन ऑल्सो डू। सो गाइज यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ चुका हूँ क्विकली। अब हमें सीधे पहुंचना है यहाँ से योस्ट एसईओ वाली प्लगइन के ऊपर और यहाँ पर जाकर आप सीधे चले जाओ टूल्स में। अगर मैं टूल्स में जाता हूं, ठीक है, तो टूल्स में आप देखो यहां पर आपको फाइल एडिटर का एक ऑप्शन दिखेगा, ये आपको यहां पर फाइल एडिटर का एक ऑप्शन दिख रहा है। इट हेल्प्स यू टू मेक क्विक चेंजेस इनटू द फाइल्स फॉर योर एसईओ लाइक robots.txt, ठीक है, या .htxs फाइल में भी अगर आपको चेंजेस करना चाहो यू कैन ऑल्सो डू। तो मैं फाइल एडिटर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखो आपको robots.txt दिख रही है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पर भी वही robots.txt है जो यहाँ पर हमें दिख रही थी। तो फर्दर अगर आपको कुछ चेंजेस यहाँ पर कुछ और यूआरएल्स वगैरह को अलाउ डिसअलाउ करना है यू कैन गो हेड और उसको यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो इस टाइप से ये प्लगइन्स भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। सही योस्ट एसईओ की जो प्लगइन है ये भी आपकी हेल्प कर देती है। इस तरीके से आप इसकी हेल्प से जो आपके robots.txt फाइल है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में गाइस हम लोग समझने वाले हैं ऑल टेक्स्ट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कहां पर हमें ऑल टेक्स्ट दिखते हैं, मतलब अगर किसी इमेज का हमें ऑल टेक्स्ट देखना है तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर हमारी कोई इमेज है और उसके लिए हमें ऑल टेक्स्ट लिखना है तो किस तरीके से हम लोग ऑल टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्या उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऑल टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जैसे एक इमेज हम लोगों ने ले ली और देखा कि उसके लिए एक बेहतर ऑल टेक्स्ट किस तरीके से लिखा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ऑल टेक्स्ट से रिलेटेड सारे ही डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी बेसिक डेफिनेशन से करते हैं कि ऑल टेक्स्ट का मतलब क्या है। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग ना ऑल टेक्स्ट को ही ऑल टैग बोलते हैं, जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप ऑल टेक्स्ट को ऑल्ट एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, ऑल डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, बट ऑल टैग नहीं बोल सकते। तो अगर हम बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, an alt tag is also known as alt attribute and alt description is an HTML attribute applied to image tags to provide a text alternative for search engines। गाइस कई बार ऐसा होता है कि सर्च इंजन्स के बॉट जो हमारे वेब पेज के ऊपर आते हैं और हमारे वेब पेज के कंटेंट को स्कैन करते हैं या उसको रीड करते हैं, क्योंकि सर्च इंजन जो इंडेक्सिंग करेगा वो इसी बेसिस पे करेगा
कि हमारा जो कंटेंट है वो किस बारे में है या हमारे वेब पेज के ऊपर क्या कंटेंट है। तो गाइज हम बहुत सारी एफर्ट्स इस बात के लिए करते हैं कि हमारे कंटेंट के बारे में ना बेहतर से बेहतर तरीके से जो है बॉट को पता चल जाए, या जिस भी चीज के बारे में हमारा कंटेंट है वो परफेक्टली बॉट तक उसका मैसेज पहुंच जाए, बॉट को ये पता चल जाए कि हमारा कंटेंट किस बारे में। जितनी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से ये बॉट को पता चल जाएगा उतने सही जगह पर हमारा जो वेब पेज है वो इंडेक्स हो जाएगा, हमारे वेब पेज का जो टेक्निकल एसईओ वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हमारे वेब पेज की रैंकिंग में भी हमें हेल्प मिलेगी। ये हमारा बेसिक पर्पस होता है। तो जब कभी भी किसी भी सर्च इंजन का कोई भी बॉट, अब यहां पर अगर हम सर्च इंजन की बात ना भी करें तो जैसे टूल्स के भी बहुत सारे बॉट होते हैं, जैसे आरएफ का अपना बॉट है, जैसे मॉज का अपना बॉट है, उसी तरीके से जो बहुत सारे टूल्स है, SEMrush है उसका अपना बॉट है, वो रैंक है उसका अपना बॉट है। तो कोई भी बॉट जब हमारे कंटेंट को रीड करता है ना तो वो टेक्स्ट को और जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है उसको बड़ी आसानी से समझ जाता है। बट वहीं पर इमेजेस को जब समझने की बात आती है तो जो क्रॉलर्स होते हैं या बॉट्स होते हैं वो उतने कैपेबल नहीं हैं, और इमेजेस को समझना भी क्रॉलर के लिए जरूरी है क्योंकि इमेजेस भी तो आपके कंटेंट का ही पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए जो इमेजेस का ऑल टेक्स्ट होता है, कहने का मतलब कि अगर इमेज है और इमेज को टेक्स्ट के थ्रू अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज एक्चुअली ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर दैट इमेजेस। तो उस इमेज को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है दैट इज ऑल टेक्स्ट, ऑल डिस्क्रिप्शन या ऑल एट्रीब्यूट, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं लेकिन ऑल टैग आपको नहीं बोलना है। तो वो जो हमारा ऑल टेक्स्ट होता है वो हम कितने बेहतर तरीके से लिखें, कैसे हम उसको क्रॉलर फ्रेंडली बनाएं, कैसे हम उसको एसईओ फ्रेंडली बनाएं, ताकि जब बॉट हमारे उस ऑल टेक्स्ट को रीड करे तो वो समझ जाए कि इस ऑल टेक्स्ट का जो मतलब है वो क्या है और उसको वो रिलेट कर पाए कि इमेज और ऑल टेक्स्ट एक ही डायरेक्शन में और हमारे वेब पेज का जो कंटेंट है वो सारे एक ही डायरेक्शन में, ताकि इंडेक्सिंग में जो हम चीजें चाहते हैं वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑल टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है विद रिगार्ड्स टू एसईओ आल्सो एंड विद रिगार्ड्स टू द एक्सेसिबिलिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू क्रॉलर। मतलब क्रॉलर को हम कितनी ईज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारे कंटेंट को समझ सके। तो गाइस यहां पर अगर आप देखो तो जो सिंटेक्स है ऑल टेक्स्ट का वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। जो सिंटेक्स होता है जैसे इमेज, उसके बाद सोर्स, जो भी इमेज का सोर्स होता है, और उसके बाद यहां पर ऑल्ट करके जो है ऑल्ट एट्रीब्यूट जो आ जाता है, और मुझे यहां पर जो मेरा ऑल टेक्स्ट होता है वो मुझे यहां पर लिखना होता है जो कि बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए जो हमारी इमेज है या हमारी इमेज किस बारे में उससे रिलेटेड हमारा जो ऑल टेक्स्ट है वो होना चाहिए। अगर आपको किसी इमेज का ऑल टेक्स्ट देखना है तो भी मैं बता देता हूं। यहां पर जैसे हमारे सामने एक इमेज है, मैं राइट क्लिक इसके ऊपर करता हूं, हम लोग यहां से इंस्पेक्ट के ऊपर जाएंगे और इंस्पेक्ट के ऊपर आप देख सकते हो ये इमेज का सोर्स है, जो पूरा लिंक आपको यहां पर दिख रहा है। उसके बाद इमेज की डायमेंशंस है, उसके बाद डेटा का सोर्स है। बट यहां पर अगर आप देखो तो ऑल्ट आपको दिख रहा है और ऑल्ट के आगे लिखा हुआ है इंडिया टाइम। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें क्या एक बेहतर ऑल टेक्स्ट है, नहीं ये एक बेहतर ऑल टेक्स्ट नहीं, क्योंकि यहां पर जो इमेज है वो एयरप्लेन की है। तो एयरप्लेन से रिलेटेड या इंडिगो एयरप्लेन से रिलेटेड जो हमारा ऑल टेक्स्ट है वो होना चाहिए। इमेज टाइटल में और ऑल टेक्स्ट में डिफरेंस होता है, इस बात को भी समझें आप। हम लोग यहां पर जो बात कर रहे हैं वो ऑल टेक्स्ट के रिगार्ड्स में बात कर रहे हैं। फिर से अगर ये मोटे मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें कि हमें ऑल टेक्स्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो गाइस इसके दो मेन रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं बट दो मेन या प्राइमरी रीजन है। पहला ये कि फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉलर हमारी इमेजेस को या बॉट्स हमारी इमेजेस को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो जब कभी वो इमेज को नहीं समझ पाते, क्योंकि इमेज का कंटेंट क्रॉलर नहीं समझ सकता, क्रॉलर टेक्स्ट बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो जब वो इमेज के ऊपर हमारे आएगा और इमेज नहीं समझ पाएगा तो फिर वो उस ऑल टेक्स्ट से जो है वो हमारे इमेज की मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा। अब एक और बात यहीं पर समझने की कोशिश करिए, जब उसे पता चल जाएगा, लेट से मेरे पास जो इमेज थी वो इस रिमोट की इमेज थी, अब क्रॉलर को पता चल गया कि इस इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है एसी रिमोट। अब कोई बंदा अगर गूगल के ऊपर जाता है तो अब क्योंकि क्रॉलर ने इस रिमोट के ऑल टेक्स्ट से समझ लिया कि ये जो रिमोट की इमेज है ये एसी रिमोट है, राइट, ये जो इमेज है इसका मतलब एसी रिमोट है, ये बात ऑल टेक्स्ट से क्लियर हो गई। उसने इस चीज को इंडेक्स भी कर लिया, इंडेक्स कर लिया अपने डेटाबेस के अंदर। अब कभी भी कोई भी यूजर, लेट से अगर कोई भी यूजर यहां गूगल के ऊपर जाता है और गूगल के ऊपर जाने के बाद वो यहां पर एसी रिमोट एंटर करता है और उसको एंटर करने के बाद वो इमेजेस वाले सेक्शन में जाता है यहां पर, तो यहां पर जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये सारे जो रिजल्ट्स आपको एसी रिमोट के दिख रहे हैं, ये क्यों आपको दिख रहे हैं? ये इसलिए हमें दिख रहे हैं क्योंकि इन जो इमेजेस हैं इनको गूगल ने पहचाना है कि ये एसी रिमोट है। किस तरीके से पहचाना होगा? या तो इस इमेज के अराउंड कोई कंटेंट लिखा होगा जो कि एसी रिमोट के बारे में होगा,
उस तरीके से गूगल ने इसको पहचान लिया। या फिर इस इमेज का जो ऑल टेक्स्ट वगैरह है वो एसी रिमोट वर्ड के ऊपर होगा, इसलिए गूगल ने इसको पहचान गया कि ये जो है एसी रिमोट है, इंडेक्स कर लिया और उसका आपको रिजल्ट दे रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम बात करें कि गूगल का सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, कोई भी टेक्निकलिटी की बात ना करें, तो भाई साहब जितनी बेहतर तरीके से आप गूगल के सर्च इंजन को बता पाओगे कि ये कंटेंट किस बारे में है, उतने ही बेहतर तरीके से वो उसको यूजर्स के सामने रख पाएगा। जब आप ही नहीं बता पाओगे गूगल को, या गूगल के क्रॉलर को आप ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हो कि ये मेरा वेब पेज किस बारे में, अगर ये चीज आप गूगल के क्रॉलर को ठीक तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो जब कभी कोई यूजर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी करेगा तो क्रॉलर भी बहुत अच्छे तरीके से, या जो गूगल है वो बहुत अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट जो है वो नहीं शो कर पाएगा, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक तो एसेसिबिलिटी वाला पूरा कंसर्न आपने देख लिया। सेकंड जो है, कई बार गाइस ऐसा भी होता है कि हमारे जो ब्राउजर्स हैं वो इमेजेस को रेंडर नहीं कर पाते, कोई भी रीजन हो सकता है, ब्राउजर का सारा कंटेंट जो है वो लोड हो गया लेकिन इमेजेस नहीं लोड हो पाई। तो ऐसे केसेस में जो हमारे ऑल टेक्स्ट होते हैं वो बहुत काम आते हैं और ऑल टेक्स्ट वहां पर वो लोड हो जाते हैं। तो अगर इमेज नहीं लोड हो पाई और ऑल टेक्स्ट लोड हो गया, फिर भी हमें समझ में आ जाता है कि इमेज का क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो गाइस ये दो मेजर, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये दो प्राइमरी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ऑल टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। बट एसईओ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पहला वाला रीजन जो एसेसिबिलिटी का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद गाइस अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि ऑल टेक्स्ट किस तरीके का होना चाहिए, तो सबसे पहली पॉइंट जो यहां पर आप देख सकते हो, बी कंसाइज एंड बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं बहुत ही लंबा चौड़ा आपने ऑल टेक्स्ट लिख दिया। अगर कैरेक्टर लिमिट की हम लोग बात करें तो यहां पर मैंने 6th पॉइंट में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर कैरेक्टर लिमिट के रिस्पेक्ट में बात करें तो 125 कैरेक्टर्स मोर देन इनफ है। कीवर्ड स्टफिंग आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स को ऑल टेक्स्ट में यूज कर लेते हैं। आप लेट से आपके वेब पेज के ऊपर 15 इमेजेस हैं, तो अब आप ये मत करो कि 15 की 15 इमेजेस के अंदर जो है आप अपने कीवर्ड्स को स्टफ कर दो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और एक ही इमेज के अंदर भी आप अपने कीवर्ड्स को स्टफ कर दो, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपको ये देखना है कि नेचुरली आप कीवर्ड को कैसे जो है पुट कर रहे हो। देखो कीवर्ड्स को कहीं पर भी मेंशन करने की बात होती है, मैं यहां पर ऑल टेक्स्ट जरूर समझा रहा हूं, बट चाहे वो आपका ऑन पेज का कोई भी एलिमेंट हो जहां पर आप कीवर्ड्स लिखते हो, चाहे वो टाइटल हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो हेडलाइंस हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो कीवर्ड्स हमेशा नेचुरली जो है वो वहां पर प्लेस किए जा सके। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती लग रहा है कि कीवर्ड्स 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 को ही हम लोगों ने भर दिया। अवॉइड यूजिंग इमेज ऑफ फोटो ऑफ। कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर इसी एसी रिमोट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो लेट से मैंने यहां पर लिख दिया इमेज ऑफ एसी रिमोट, ये इस टाइप से। तो गाइज इट्स नॉट अ नाइस प्रैक्टिस, ये गलत है। इमेज ऑफ तो ऐसे ही क्रॉलर समझ जाता है, वो इमेज के ऊपर आया, वो इमेज है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये इमेज है या फोटो है। यू जस्ट राइट एसी रिमोट, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगे उतना अच्छा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर एसी रिमोट, एक यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं एसी रिमोट, और यहां पर मैं लिख देता हूं लेट से एलजी एसी रिमोट। तो ये वाला जो आप देख रहे हो सेकंड वाला एग्जाम्पल, ये ज्यादा कॉन्साइज है, ज्यादा एक्यूरेट है, कोई कीवर्ड स्टफिंग वगैरह इसमें नहीं, और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ज्यादा मीनिंग जो है वो इमेज को प्रोवाइड कर रहा है। अवॉइड रिडंडेंसी, रिडंडेंसी हमें नहीं रखनी है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है कि ऐसा नहीं कि इस इमेज के अंदर भी वही आपने ऑल टेक्स्ट डाल दिया, दूसरी इमेज के अंदर भी वही ऑल टेक्स्ट डाल दिया। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं तो उनके जो ऑल टेक्स्ट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, उनके जो मतलब होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, तो आपको एक जैसे नहीं रखने। डोंट बी टू स्मॉल और टू लॉन्ग, बी डिस्क्रिप्टिव बट टू द पॉइंट, रिलेवेंसी विद इमेजेस मैटर। देखो डिस्क्रिप्टिव तो होना है बट टू द पॉइंट होना है, ऐसा नहीं बार बार कीवर्ड्स या बिना मतलब की जो है लंबी चौड़ी आप कहानी जो है वो लिखते जा रहे हैं। इट्स नॉट फाइन, राइट गाइस। हम लोग बात तो कर रहे हैं ऑल टेक्स्ट की, और इसकी बात करें कि ऑल टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं तो उनके ऑल टेक्स्ट होने चाहिए। बट गाइस एक और चीज मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, जब कभी भी आप ऑल टेक्स्ट जो है उनको ऑडिट कर रहे होंगे, या लेट से आपके पास एक वेबसाइट आती है, आप उस वेबसाइट को ऑडिट कर रहे होते हैं, और किसी टूल के थ्रू, किसी भी टूल के थ्रू अगर आप उस वेबसाइट का ऑडिट कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं वो टूल आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर जितनी भी इमेजेस है ना, उनके जो है ऑल टेक्स्ट गायब है। अब आप क्या करते हो, आप सभी इमेजेस के ऑल टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हो, अच्छी चीज है। बट गाइस कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनके ऑल टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं होती है। अब ये कौन सी इमेजेस होती हैं गाइस, कुछ इमेजेस जो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कहीं पर एरो लगाया गया है, ठीक है, या कहीं पर कोई लोगो मेंशन है, या कहीं पर कुछ
ऐसी इमेजेस हैं जो डेकोरेटिव पर्पस है, जिनका कोई जो है पर्पस नहीं है, बस केवल उनको इसलिए वहां पर मेंशन किया गया है या उनको इसलिए लगाया गया ताकि थोड़ा सा वेब पेज जो है वो सुंदर लगे। कई बार हम लोग ऐसे जो है इमेजेस उनको यूज करते हैं। तो अगर हम उस टाइप की इमेजेस को यूज कर रहे हैं जो डिस्क्रिप्टिव पर्पस से हैं, तो गाइस वहां पर हमें ऑल टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप वहां पर केवल और केवल जो आपका ऑल टेक्स्ट है, जो आप यहां पर देख रहे हो, जैसे यहां पर मैंने डांसिंग लिखा हुआ है, तो इस डांसिंग को आप हटा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप ऑल्ट को हटा दो, उसको यहां पर नन रखो आप। तो इस पर्टिकुलर केस में ये बोला जाता है कि ऑल टेक्स्ट जो है वो नन है। कहने का मतलब ये कि जैसे यहां पर इमेज सोर्स होगा, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी इमेज होगी, लेट्स से जेपीजी, ये होगा, और उसके बाद ये तो लिखा रहेगा, बट इसके अंदर आप कुछ भी नहीं रखोगे, ये हमारा ब्लैंक होगा। तो अगर ये ब्लैंक है, विच मीन्स दैट कि इस वाली इमेज के ऑल टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये किस केस में आप करोगे? जहां पर जो इमेजेस हैं वो डिस्क्रिप्टिव पर्पस वगैरह से हैं। तो गाइस अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं कि अगर हमें कहीं पर ऑल टेक्स्ट लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, राइट। तो यहां पर एक मेरे पास एग्जांपल है, अब आप देख रहे हो इट्स अ फुटबॉल ग्राउंड, राइट। तो जो पहला इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, इट्स रिटन ओवर हियर स्टेडियम, केवल और केवल मैंने ऑल टेक्स्ट में क्या लिख दिया? स्टेडियम। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, अच्छी चीज नहीं है, इट इज नॉट रिकमेंडेड। सेकेंड आ जाओ, फुटबॉल स्टेडियम, नॉट रिकमेंडेड। क्राउडेड फुटबॉल स्टेडियम और स्टेडियम विच इज अ क्राउडेड फुटबॉल स्टेडियम, कौन सा आपको ठीक लग रहा है? मुझे तो थर्ड वाला ठीक लग रहा है, थर्ड ही वाला ठीक है। फोर्थ वाले में प्रॉब्लम क्या है? अब बोलोगे फोर्थ वाला भी तो ठीक है, पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा, नहीं। स्टेडियम स्टेडियम बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। क्राउडेड फुटबॉल स्टेडियम ने ही हमारे मैसेज को कन्वे कर दिया, क्राउडेड फुटबॉल स्टेडियम ही अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारा काम हो गया। तो गाइस इस तरीके से हम लोग को हमारे जो ऑल टेक्स्ट हैं उनको लिखना है। और जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि हर इमेजेस के ऑल टेक्स्ट नहीं होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज को देखने लगते हैं कि कोई भी जो इमेज है फॉर द पर्पस ऑफ लेट्स से डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एरो या कुछ भी बना हुआ है, तो वो उसका भी ऑल टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड, राइट। तो यहां पर मेरे पास वर्डप्रेस का जो है बैकएंड है वो भी ओपन है। सो गाइस यहां पर मैं एक इमेज को ऐड करता हूं और आप लोग देखेंगे कि उस इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है हम लोग किस तरीके से रख सकते हैं, राइट। तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इमेज यहां से एक ऐड कर देता हूं। लेट्स से मैं अगर अपलोड पे जाऊं और यही मेरे पास जो इमेज है मैं इसी को यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो जैसे ही आप इमेज को यहां पर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर राइट साइड में आपको ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। कोई इमेज जिसका आपको ऑल टेक्स्ट नहीं लिखना है या उसके ऑल टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं करोगे, सिंपली यहां पर उसको ब्लैंक छोड़ दो। बट जैसा मैंने बताया कि फिर टूल जब ऑडिट करेंगे ना, तो वो आपको जरूर नोटिफाई करेगा कि इस वेब पेज की 2 इमेजेस के ऊपर ऑल टेक्स्ट नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको मेक श्योर करना है कि ऑल टेक्स्ट किस जो इमेज है उसके ऊपर नहीं है और उसके ऊपर जरूरत है या नहीं। तो यहां के लिए अगर मुझे ऑल टेक्स्ट लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा, यहां पर लिख सकता हूं मैं यहां पर जैसे उमर तस्कीर टीचिंग फेसबुक एड्स, इस तरीके से मैं जो मेरा ऑल टेक्स्ट है वो लिख सकता हूं। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको सारी क्लियरिटी हो गई होगी कि ऑल टेक्स्ट क्या होते हैं, ऑल टैग नहीं होते। ऑल टेक्स्ट, ऑल एट्रीब्यूट, ऑल डिस्क्रिप्शन तक तो ठीक है, बट ऑल टैग नहीं होते हैं। किस तरीके से आपको ऑल टेक्स्ट लिखने चाहिए, इन सारी चीजों की आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी। सर्च इंटेंट गाइस हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर ये सर्च इंटेंट का मतलब क्या होता है। गाइस सर्च इंटेंट बोले या सर्चर्स इंटेंट बोले, दोनों ही चीजें एक ही हैं। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि जब कभी भी कोई यूजर जो है गूगल के ऊपर जाता है और एक क्वेरी करता है, कोई भी क्वेरी उसकी हो सकती है, जो भी उसके सवाल होंगे, जो भी वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है उसके अराउंड वो कुछ क्वेरी करता है। तो जब वो क्वेरी करता है तो उसके पीछे उसकी इंटेंट क्या होती है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो एक्चुअली सर्च कर रहा है, राइट। तो क्वेरी तो वो टर्म होगा, वो फ्रेज होगा जो यूजर गूगल के सर्च इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में जाकर मेंशन करता है। बट उस टर्म के पीछे उसकी मंशा क्या है। अगर हम इंटेंट का हिंदी मतलब समझने की कोशिश करें तो इंटेंट का सीधा सा मतलब होता है मंशा। तो जब कोई यूजर किसी क्वेरी को एंटर करता है, किसी फ्रेज को एंटर करता है, तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, क्या इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है, क्या इंफॉर्मेशन वो देखना चाहता है, क्या वो सीखना चाहता है। ये सारी चीजें जो हैं ये डिफाइन करती हैं सर्चर की इंटेंट को। अब गाइस ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई सर्चर्स इंटेंट। सीधे सीधे हम गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्यों नहीं चले आते हैं, या जो दूसरे हमारे कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं, उनके ऊपर चले जाएं। जो भी कीवर्ड्स हम देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है, बस उसी कीवर्ड के ऊपर जो है हम अपने पेज को या हमारा जो वेब पेज है उसको हम ऑप्टिमाइज कर दें। वही कीवर्ड हम टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, ऑल टैग में और भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन वहां पर जाकर मेंशन कर दें, हमारा पेज जो है वो रैंक होने लगेगा। गाइस आज के टाइम में
जो गूगल का एल्गोरिदम है वो इस बेसिस के ऊपर काम कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो भी सर्चर की इंटेंट है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, और यही गूगल का नंबर 1 गोल है। मतलब यहां पर बात ये नहीं है कि यूजर जिस क्वेरी को सर्च कर रहा है उसके रिलेवेंट उसको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि उस क्वेरी के पीछे जो यूजर की इंटेंट थी वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस चीज को कि आखिर सर्चर्स इंटेंट या सर्च इंटेंट क्या होती है और इसका किस टाइप से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, और कितने टाइप की जो डिफरेंट सर्च इंटेंट्स हो सकती हैं, किस तरीके से हमें इसके बारे में आइडियाज लगता है जिसके बेसिस पे हम लोग कंटेंट आगे बना सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बेसिक सी डेफिनेशन की बात करूं तो सर्च इंटेंट या फिर यूजर इंटेंट, आपको नाम से नहीं कंफ्यूज होना है, यूजर इंटेंट, ऑडियंस इंटेंट, ये सारी एक ही चीज है, इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एन ऑनलाइन सर्च। मतलब अगर कोई यूजर है और वो जाता है गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाने के बाद वो कोई क्वेरी करता है, तो आखिर इस क्वेरी का पर्पस क्या है, क्या चाहता है वो इस क्वेरी से, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस क्वेरी का जो पर्पस है वो क्या है। तो यहां पर इस चीज की बात नहीं हो रही है कि ये क्वेरी क्या है, यहां पर बात इस चीज की हो रही है कि इस क्वेरी का पर्पस क्या है। और गाइस जब कभी भी गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर कोई भी क्वेरी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस क्वेरी के पीछे कोई इंटेंट ना हो, कोई पर्पस ना हो। मैं भी जाकर अगर कोई क्वेरी करता हूं, लेट्स से अगर आप भी जाकर कोई क्वेरी करते हो, तो आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि हर क्वेरी के पीछे कोई ना कोई इंटेंट जरूर होती है। अब गाइस जो भी यूजर क्वेरी करता है, अगर हम गाइस इस क्वेरी के बेसिस पर यह समझ जाएं कि यहां पर जो यूजर की इंटेंट है वो क्या है, तो अब गूगल बाबा ने बोला हुआ है कि यूजर की इंटेंट को आपको करना है सेटिस्फाई। तो यूजर की इंटेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना होगा गाइस, इस क्वेरी की जो भी इंटेंट होगी उसी के अराउंड हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। लेट्स से मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई यूजर ये सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका मतलब उसकी जो मंशा है या उसकी जो इंटेंट है वो ये है कि उसे इस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब मैं यहां एक कंटेंट लिखता हूं और इस कंटेंट में जगह जगह पर जाकर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को मैं भर देता हूं, हर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर, टाइटल में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कोई अच्छा कंटेंट नहीं लिखता हूं। तो क्या होगा, क्या यूजर की इंटेंट सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। हो सकता है हमारा कंटेंट रैंक हो जाए बट यूजर की जो इंटेंट है वो नहीं सेटिस्फाई होगी। वहीं पर अगर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, मैंने समझ लिया कि इसके पीछे जो इंटेंट है वो ये है कि उसे चाहिए इंफॉर्मेशन, किसे, यूजर को, ठीक है, और मैं कौन हूं, कंटेंट राइटर, या मैं मान लेता हूं मैं वेबसाइट ओनर हूं जो मैं अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को रैंक कराना चाहता हूं। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई यूजर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है, इसका मतलब उसे डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए। तो अब मैं प्रॉपर इसके अराउंड जो है वो कंटेंट बनाऊंगा। प्रॉपर कंटेंट का मतलब कि जो कंटेंट होगा उसकी लेंथ पे भी मैं ध्यान दूंगा एज वेल एज उसकी डेप्थ पे भी मैं ध्यान दूंगा। अब किसी को अगर लेंथ डेप्थ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूं। लेंथ का मतलब है कि थोड़ा सा लेंथी कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में सारे का सारा कंटेंट जो है वो आपने निपटा दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। डेप्थ का मतलब ये होता है कि अगर हम व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो फिर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के लिए फिर उस यूजर को किसी दूसरे आर्टिकल की या ब्लॉग की या कंटेंट की जरूरत ना हो, इतने डेप्थ में आप उस कंटेंट को लिख दें कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, स्कोप इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट वी डू इन डिजिटल मार्केटिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में है, जो कुछ भी आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में मेंशन कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यूजर की इस क्वेरी के पीछे इंटेंट क्या है। तो अभी बात समझ में आ रही है, क्वेरीज, कीवर्ड्स और इंटेंट तीन डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। क्वेरी ये करी यूजर ने, दिस इज द क्वेरी। कीवर्ड वो होता है जो हम अपने एड्स वगैरह के टाइम में जो हम कीवर्ड्स रिसर्च करके जो है सेलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग बिडिंग करते हैं, दैट इज एक्चुअली द कीवर्ड। तो एडवर्टाइजर साइड हमेशा कीवर्ड होता है। जो नॉर्मल यूजर है ना वो कीवर्ड थोड़ी ना टाइप करता है गूगल में जाके। मैं अगर सर्च कर रहा हूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग तो मैं कीवर्ड कभी भी नहीं टाइप करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं क्वेरीज जो है उनको टाइप करता हूं, मैं क्वेरी करता हूं। तो जब कभी भी कोई यूजर गूगल के सर्च इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में जाकर कुछ टाइप करता है, दैट इज एक्चुअली द क्वेरी। वही क्वेरी अगर कोई एडवर्टाइजर उठा लेता है और अपने गूगल एड्स के अंदर ले जाकर सर्च एड्स के थ्रू उस वाले क्वेरी के ऊपर या फ्रेज के ऊपर टारगेटिंग करना शुरू कर देता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कीवर्ड्स, कि मैंने उस कीवर्ड को पिक किया और इस कीवर्ड के ऊपर मैं बिडिंग कर रहा हूं। तो देयर आर टू थिंग्स, एक होती है हमारी क्वेरी और एक होता है हमारा कीवर्ड।
और तीसरा जो मैंने बताया इंटेंट। तो क्वेरी के पीछे क्या इंटेंट है ये हमें समझना है। अगर क्वेरी के पीछे क्या इंटेंट है ये हम समझ गए तो उसके अराउंड हम बेहतर कंटेंट जो है वो लिख पाएंगे। और लिखने के साथ साथ मान लेते हैं हमारी अगर वेबसाइट के ऊपर पहले से कंटेंट अवेलेबल है तो हम उस कंटेंट को मॉडिफाई कर पाएंगे क्वेरी के अकॉर्डिंग। और अगर बहुत सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है तो हम ये फिगर आउट कर पाएंगे कि किस क्वेरी की किस इंटेंट के अराउंड कौन सा कंटेंट होना चाहिए। तो बात समझ में आ रही। तो आज के टाइम में कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप यूजर की इंटेंट समझें और यूजर की इंटेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये रही चीजें कि आपको लेंथ पे भी ध्यान देना है और डेप्थ पे भी ध्यान देना है, तभी आप यूजर की जो इंटेंट होगी उसको आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। और यही गूगल का अल्टीमेट गोल है जो कि सामने से हमें समझ में नहीं आता। जब हम एसईओ की बात करते हैं तो हम लोग ना टिप्स ट्रिक्स पे इन पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं और एक्चुअली ये नहीं समझते कि एसईओ का मतलब ये हो गया कि गूगल हमारे वेब पेज को किन्हीं स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर रैंक कराएगा। तो हमारे वेब पेज को गूगल क्यों किन्हीं स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर रैंक कराएगा? जब वो उसकी रेलेवेंसी देखेगा, जब वो देखेगा कि ये कंटेंट जो यूजर ने क्वेरी करी उसकी इंटेंट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो पूरे का पूरा गेम आज के टाइम में जो है वो इंटेंट और रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग है, ना कि कीवर्ड स्टफिंग के अकॉर्डिंग। इस चीज को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर जो है आप एसईओ करने लगेंगे। तो गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि सर्च इंटेंट की टाइप्स की, कि कितने कितने टाइप्स की सर्च इंटेंट हो सकती, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाले टाइम में आपके लिए कंटेंट को फ्रेम करने में। जैसे इंफॉर्मेशनल इंटेंट, हम कब समझते हैं कि यूजर की क्वेरी के पीछे इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर यहां पर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग यूजर क्वेरी करता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदना चाह रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को ढूंढ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। वो सिंपली ये समझना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहता है। तो दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशनल इंटेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ब्लॉग जो है वो अपना रैंक कराना पड़ेगा, या आपको अगर इस टाइप की जो इंटेंट है उनको कैटर करना तो आपको ब्लॉग वाले कंटेंट को लिखना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि उस कंटेंट के थ्रू ये इंटेंट सेटिस्फाई हो जाए। आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब इंफॉर्मेशनल इंटेंट के लिए आप अपना लैंडिंग पेज नहीं रैंक करा दोगे, आप अपना सर्विसेज वाला पेज नहीं रैंक करा दो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट नहीं है। सर्विसेज पेज के ऊपर क्या कहीं इंफॉर्मेशनल इंटेंट होती है? नहीं भाई, सर्विसेज पेज के ऊपर तो हमारी ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल जो इंटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल इंटेंट होती है, कि वहां पर हम चाहते हैं कि बंदा अगर हमारे पेज के ऊपर आए तो फिर अपना जो इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ लीड सबमिट करे, ताकि हम उससे कुछ ट्रांजैक्शन या उससे कुछ कमर्शियल्स जो है वो हम करवा सके, राइट। तो दूसरा जो हमारी इंटेंट होती है दैट इज बेसिकली नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल इंटेंट का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूं फेसबुक लॉगिन, तो यहां पर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहता हूं, मुझे चीजों के बारे में पता है, मैं नेविगेट करना चाहता हूं फेसबुक के लॉगिन पेज के ऊपर, राइट। तो दिस इज एक्चुअली नेविगेशनल अप्रोच या नेविगेशनल इंटेंट। तो यहां पर हम कोई ब्लॉग वगैरह नहीं रैंक कराते हैं, यहां पर जो हमारा एसईओ का काम है वो थोड़ा सा कम होता है, बट दिस इज एक्चुअली द नेविगेशनल इंटेंट। थर्ड इज ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ट्रांजैक्शनल इंटेंट जैसे कोई बंदा जाकर सर्च करता है बाई चेयर्स, राइट, बाई लेट्स से बाई स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज। तो ये वाली जो क्वेरीज आप देख रहे हो, दीज क्वेरीज आर बेसिकली ट्रांजैक्शनल की क्वेरीज या ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाली क्वेरीज आप इनको बोल सकते हो। तो इनके पीछे जो आप कंटेंट रैंक कराओगे वो एक दूसरे टाइप का कंटेंट होगा, मतलब आपके पास मे बी इस टाइप के ब्लॉग्स हो जहां पर आपने कुछ लिंक्स वगैरह भी मेंशन कर रखे हैं जो बेसिकली किसी ना किसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहां से बातचीत समझ में आती है कि वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है, वो खरीदना चाहता है चेयर को, वो खरीदना चाहता है शूज को, तभी वो इस टाइप की क्वेरीज कर रहा है। तो दीज आर द ट्रांजैक्शनल इंटेंट बेस्ड क्वेरीज या ट्रांजैक्शनल इंटेंट। यहां पर जो हमारे सर्विसेज वाले पेज होते हैं उनको हम लोग रैंक करा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग ट्रांजैक्शनल इंटेंट का, बेस्ट एसईओ एजेंसी, राइट। तो अगर कोई यूजर इस चीज को सर्च करता है विच मींस दैट कि वो यूजर बेस्ट एसईओ एजेंसी ढूंढ रहा है, दैट विल कम अंडर द ट्रांजैक्शनल इंटेंट। तो ये भी हमारा ट्रांजैक्शनल इंटेंट में आएगा। तो हमें समझना पड़ेगा
कि जो यूजर की क्वेरी है, या जब कभी भी हम लोग क्वेरीज के अराउंड रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, कीवर्ड्स के अराउंड रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये फिगर आउट करना होगा कि उन कीवर्ड्स के अराउंड या उन क्वेरीज के अराउंड किस टाइप की इंटेंट बन रही है और उसके अराउंड हमें किस टाइप का जो कंटेंट है उसको रैंक कराने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा और अगर आपको आइडिया लेना है तो यहां पर मेरे पास एक चार्ट है जो कि आप देख सकते हो यहां पर। तो यहां पर इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, इन्वेस्टिगेटिव भी एक टाइप की इंटेंट होती है जो भी यहां पर मेंशन है, और लास्ट में अगर आप देखो ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल एक ही चीज होती है। फाइन। तो इंफॉर्मेशनल में आप देखो कुछ वर्ड्स हमने मेंशन किए जो बेसिकली आपको इस चीज की हिंट दे देते हैं कि ये क्वेरी इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर आ सकती है, जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, गाइड, ट्यूटोरियल, रिसोर्सेज, आइडियाज, टिप्स, लर्न, एग्जांपल, हाउ टू। ठीक है। इसी तरीके से नेविगेशनल में लॉगिन, प्रोडक्ट का नेम, नेम ऑफ अ सर्विस, स्पेसिफिक वेबसाइट, पता है, ठीक है, चीजों के बारे में यूजर को पता है, वो सीधे वहां पर नेविगेट करना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो कोई इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, वो सीधे सीधे वहां नेविगेट करना चाहता है। देन देयर इज इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट, टॉप, रिव्यू, कंपैरिजन, इस टाइप की क्वेरीज अगर आप देख रहे हो, विच मींस दैट कि यूजर की जो इंटेंट है वो इन्वेस्टिगेट करने की है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रांजैक्शनल अप्रोच कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ओवरलैप करती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवरलैप करती, बट थोड़ी बहुत ओवरलैप करती। देन ट्रांजैक्शनल, इनके जो वर्ड्स हैं वो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे बाय, कूपन, ऑर्डर, टाइप ऑफ स्टोर, परचेज, चीप प्राइस, शिपिंग कोड, डिस्काउंट एंड डील। सो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स जो बेसिकली ये बताते हैं कि अगर उस फ्रेज के अंदर या उस क्वेरी के अंदर ये वर्ड आता है तो हमें हिंट मिल जाती है कि वो एक ट्रांजैक्शनल इंटेंट की क्वेरी है। तो गाइस हमें समझना पड़ेगा कि जो क्वेरीज हो रही हैं उनके पीछे इंटेंट क्या है, क्योंकि अगर हम इंटेंट समझ गए तो फिर हम कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, और अगर इंटेंट और कंटेंट मैप हो गए तो फिर हमारा जो कंटेंट है वो रैंक भी हो जाएगा, और जो भी हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिलेगा। क्योंकि एसईओ का जो हमारा मेन पर्पस होता है वो तो रैंकिंग ही होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के अराउंड हम रैंक हो जाएं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्लियर हो गया होगा कि सर्चर की इंटेंट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इग्नोर नहीं करना इसको। आज अगर आप इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे जो गूगल का एल्गोरिथम है और ज्यादा अपडेट होगा, वो सर्चर इंटेंट और सर्चर इंटेंट के साथ जो आपका कंटेंट है उसको मैप कराने की और ज्यादा कोशिश करेगा। मतलब इनका एल्गोरिथम इस डायरेक्शन में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आपने अभी से इस चीज की हैबिट नहीं डाली तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम होगी। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस हम लोग बात करने वाले हैं, क्या ये जो वन पेज की वेबसाइट्स होती हैं बेहतर है एसईओ के लिए। बहुत सारे लोग आज के टाइम में ना वन पेज वेबसाइट्स बना रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारी वन पेज की वेबसाइट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती होंगी। आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया, बहुत से लोग इस चीज को कर रहे हैं। बट क्या जो वन पेज की वेबसाइट्स होती हैं वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, या हमें केवल जो मल्टीपल पेज की वेबसाइट्स हैं उन्हीं की तरफ जाना चाहिए, मतलब एसईओ फ्रेंडलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज कि अगर वन पेज वेबसाइट का एसईओ हो सकता है तो फिर किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से वन पेज वेबसाइट का जो एसईओ है वो अलग है जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, नॉर्मल जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की वेबसाइट होती है उनके रिस्पेक्ट से। तो गाइज अगर सीधे शब्दों में सबसे पहले यही समझने की कोशिश करें कि क्या वन पेज वेबसाइट्स एसईओ फ्रेंडली हैं या नहीं, तो गाइज नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास वन पेज वेबसाइट है और आप चाहते हो कि बेहतर तरीके से उस पे एसईओ हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, या आप चाहते हो कि वन पेज वेबसाइट जो है वो एसईओ सपोर्ट करे, मतलब एसईओ के एफर्ट्स आप कर पाए उसके ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है। काफी मुश्किल होता है जो वन पेज की वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर एसईओ करना, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वहां पर होते हैं। बट फिर भी बहुत सारे लोग आज के टाइम में ना वन पेज वेबसाइट्स के पीछे जाते हैं। अभी हम लोग देख भी लेंगे कि वन पेज वेबसाइट्स किस तरीके से दिखती हैं। बट बहुत सारे लोग जो वन पेज वेबसाइट्स के पीछे जा रहे हैं या बना रहे हैं उनके पीछे भी कुछ रीजंस, मतलब कुछ फायदे तो होते ही हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि इजी टू लोड होती हैं वेबसाइट्स, क्योंकि सिंगल पेज होता है तो इनकी जो पेज स्पीड वगैरह होती है वो काफी अच्छी होती है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी इन वाली वेबसाइट्स की अच्छी होती है। और उसके पीछे एक और रीजन होता है क्योंकि ये वाली जो वेबसाइट्स हैं ये बहुत सारे सीएमएस वगैरह के थ्रू भी बड़ी इजीली बन जाती हैं, जैसे वर्डप्रेस के थ्रू, विक्स के थ्रू बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल जाती हैं। तो ये वन पेज वेबसाइट्स बनाना भी आसान होता है, इनको मैनेज करना भी आसान होता है, इनकी पेज स्पीड भी अच्छी होती है क्योंकि ये मोबाइल फ्रेंडली भी होते हैं। तो सारी चीजें लगभग एक दूसरे से रिलेट करती हैं। एंड गाइज जैसा कि फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर ये सिंगल पेज होता है तो अगर मैं इस वेबसाइट के कुछ बैकलिंक्स से रिलेटेड मैं कुछ एफर्ट्स करता हूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक सिंगल पेज है तो फिर सिंगल पेज के ऊपर ही सारे बैकलिंक्स होंगे, मतलब उसी का लिंक अलग अलग जगहों पर जो है मेंशन किया जाएगा, तो लिंक डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। कहने का मतलब कि अगर हम बात करें डोमेन अथॉरिटी की या पेज अथॉरिटी की
तो सिंगल पेज वेबसाइट्स की जो डोमेन अथॉरिटी है या पेज अथॉरिटी वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। बट वहीं पर अगर हम बात करें ऑन पेज एसईओ करने की, तो सिंगल पेज वेबसाइट्स में ऑन पेज एसईओ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हो जैसे मेरे सामने यहाँ पर अपटाउन इंसिग्निया की जो वेबसाइट है वो ओपन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे हाईलाइट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो इसी वेबसाइट के दूसरे सेक्शन की तरफ मैं आ जाता हूँ। तो जो सिंगल पेजेस वेबसाइट्स होती है वो सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। अब आप यहाँ पर ऊपर लिंक्स तो देख रहे हो, बट ये लिंक्स कहीं से भी कुछ नए पेजेस के ऊपर हमें नहीं लेकर जा रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, ये एक वेबसाइट है, इट्स अ सिंगल पेज वेबसाइट। और बहुत सारे लोग ना थोड़े से लुक एंड फील के चक्कर में आज के टाइम में सिंगल पेज वेबसाइट्स बना लेते हैं, बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी चीज नहीं है। एसईओ पर्संस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम मेन्यूज के ऊपर क्लिक करें तो आप देखो मैं मेन्यूज पे आ जा रहा हूँ, प्राइवेट इवेंट्स पे क्लिक करूँ तो मैं उसी पेज में नीचे जो प्राइवेट इवेंट्स है वहां पर आ जा रहा हूँ। अब गाइस ये बात तो समझ में आ गई कि इतना एसईओ फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट उस पर्टिकुलर केस को अगर हम इग्नोर कर दें और हमसे कहा जाए कि हमें एसईओ करना ही करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। तो देखो सबसे पहले आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो इंडिविजुअल सेक्शंस में हो। और आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, यहां पर जो सेक्शंस है ना वो एक तरीके से पेजेस की तरीके से होते हैं। मतलब अगर हम बात करें यहां पर अबाउट की, तो आप समझ लो ये एक अबाउट का सेक्शन जो है ना ये अबाउट का पेज है। उसी तरीके से अगर मैं यहां बात करूं लेट्स से मेन्यूज की, तो मेन्यूज का जो सेक्शन है ना ये एक इंडिपेंडेंट पेज की तरीके से, तो आपको इसको इसी तरीके से ट्रीट करना। अब ये बात समझने की कोशिश करो कि पेज के ऊपर हम कंटेंट की कितनी ज्यादा बात करते हैं कि भाई हमारे पेज के ऊपर कंटेंट होना चाहिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डेप्थ हर तरीके से कंटेंट होना चाहिए, तभी हम उसको रैंक कर पाएंगे। अब यहां पर क्योंकि सेक्शंस की लिमिटेशन है, सेक्शंस में पेजेस डिवाइड है, तो हर सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट डाल पाना ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पर कुछ लिमिटेशंस आती हैं जिसकी वजह से चैलेंजेस बढ़ जाते हैं ऑन पेज करने में, राइट। तो लेकिन फिर भी अगर आप एसईओ करना चाहते हो तो आप इस चीज को मेक श्योर करो कि आपका जो पेज है वो प्रॉपर्ली डिव के फॉर्म में सेक्शंस में जो है ना वो डिवाइडेड हो, और हर सेक्शन को आपको एक इंडिविजुअल पेज की तरीके से ट्रीट करना है। अब गाइस अगर हर सेक्शन को आप इंडिविजुअल पेज की तरीके से ट्रीट करोगे तो हर सेक्शन में डिफरेंट H1 होगी। अब ये बात थोड़ी सी आपको अलग लगी क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि एक पेज के ऊपर एक ही जो है वो H1 होती, बट यहां पर क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस हैं और हर सेक्शन एक डिफरेंट पेज की तरीके से ट्रीट होता है, दिखता नहीं आपको पेज लगेगा नहीं, वो डिफरेंट पेज की तरीके से ट्रीट होता है। अब यहां पर हैश जो है उसकी लोकेशन को डिफाइन करता है और उसी पेज में वो आपको नीचे ले आता है। जैसे मैं मेन्यू पे क्लिक करूं तो वहां पर आपको लेकर चला जाएगा, अगर मैं प्राइवेट इवेंट्स पे क्लिक करूं तो वहां पर आपको लेकर चला जाएगा। तो ये आप देख रहे हो इस टाइप से आपको कुछ URL दिखेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो प्राइवेट इवेंट्स वाला सेक्शन, अब आपको इसको एज अ पेज मान के ऑप्टिमाइज करना है जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर आप इसको रैंक करना चाहते हो। तो यहां पर आप मल्टीपल H1s जो है वो लिख सकते हो। तो मैंने जो 2-3 मेजर पॉइंट्स लिखे हुए हैं विद रिगार्ड्स टू कि अगर आपको एसईओ करना है इस टाइप की वेबसाइट का, तो चेक इफ द वेबसाइट इज इन सेक्शंस, ट्राई टू रैंक डिफरेंट सेक्शंस, ट्राई टू ऑप्टिमाइज डिफरेंट सेक्शंस, गो फॉर मल्टीपल H1, वन H1 फॉर वन सेक्शन, क्रिएट इन डेप्थ कंटेंट फॉर सिंगल सेक्शन। हर सेक्शन को एज अ पेज ट्रीट करके आपको इन डेप्थ कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। फिर भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा तो कोई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वन पेज वेबसाइट को रैंक कराने में काफी हार्ड होती है, काफी डिफिकल्ट होता है इस टाइप की वेबसाइट्स को रैंक कराना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट को लेकर थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं, कंटेंट उतना डेप्थ में नहीं बन पाता है हर सेक्शन के लिए। तो फिर वरना फिर वन पेज वेबसाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा अच्छा इतनी बड़ी वेबसाइट हो गई तो हम डिफरेंट पेजेस में ही इसको डिवाइड कर दें। तो ऑल दोज डिफरेंट थिंग्स आर हेयर। तो आई बिलीव अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा कि वन पेज वेबसाइट के एसईओ के रिलेटेड पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है। गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैनोनिकल्स, कैनोनिकल पेजेस, कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है, क्यों हम लोग कैनोनिकल टैग यूज करते हैं, किस टाइप के इश्यूज को ये टैग सॉल्व करता है, इन सारी चीजों के अराउंड हम लोग डिस्कशन करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बहुत सारी नई चीजें और नए कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर वीडियो से सीख कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैनोनिकल इशू क्या है और किस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ यू हैव सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट URLs यू कैन यूज कैनोनिकल टैग्स टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन। अब कहने का मतलब ये कि गाइस हमारी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं और मान के चलते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट डिफरेंट URLs हैं। जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, डिफरेंट URLs मान के चल रहे हैं हम लोग। यहां पर ये मान लेते हैं हम लोग 4 पेजेस हैं ये,
ABCD, ये 4 पेजेस हैं हमारे पास। अब ये वाला जो पेज A है इसका मान लेते हैं URL ये है a.com/a, इसी तरीके से /b, इसी तरीके से /c, और यहां पर जो हमारे पास चौथा वाला पेज है दैट इज एक्चुअली /d। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ये 4 डिफरेंट पेजेस है। अब गाइस मान के चलते हैं कि इन चारों पेजेस के ऊपर जो कंटेंट है वो सेम हो गया, मतलब इनके ऊपर जो कंटेंट है या जो भी चीजें मेंशन्ड है वो इन चारों ही पेजेस के ऊपर सेम है। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आई, मतलब डिफरेंट यूआरएल्स, कंटेंट सेम। अब यहां पर क्रॉलर आता है, ठीक है, दिस इज द क्रॉलर। अब गाइस यहां पर क्रॉलर आता है, क्रॉलर तो हर एक पेज को स्कैन करेगा। उसने पेज ए को स्कैन किया, बी को किया, सी को किया, डी को किया। अब क्रॉलर कंफ्यूज, क्रॉलर किस तरीके से कंफ्यूज, क्रॉलर कह रहा है कि भाई पेज ए में जो कंटेंट है वही पेज बी में भी है, वही सी में भी है, वही डी में, मतलब पेज ए जिस बारे में बता रहा है वही पेज बी भी बता रहा है, वही सी भी बता रहा है, वही डी भी बता रहा है। अब मैं किस पर्टिकुलर पेज को जो है वो मेन पेज मानूं या किस पर्टिकुलर पेज को मैं इंडेक्स करूं, क्योंकि यहां से क्रॉलर इंडेक्स एक ही पेज को करेगा, चारों पेजेस को नहीं इंडेक्स करेगा, क्योंकि चारों पेजेस सेम कंटेंट के ऊपर है तो वो चारों को नहीं इंडेक्स करे, किसी एक को इंडेक्स करेगा। तो अब मान लेते हैं कि उसने इंडेक्स कर लिया इस सी को, आप नहीं चाहते थे कि ये सी वाला पेज इंडेक्स हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रॉलर ऐसा कर सकता है कि आप चाहते थे कि ये वाला जो मेरा मेन पेज है ए वाला, यही वाला इंडेक्स होना चाहिए था, बी सी या डी में से कोई नहीं इंडेक्स होना चाहिए था, बट गलती से सी इंडेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि क्रॉलर को ये लगा कि जितने भी पेजेस हैं उन सभी के ऊपर कंटेंट तो सेम है, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसे जो समझ में आया उसके हिसाब से उसने सी पेज को इंडेक्स कर दिया और सी पेज को ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज के ऊपर रैंक कराने लगा या शो कराने लगा, जो आप नहीं चाहते। तो ये एक समस्या है। कहने का मतलब अगर डिफरेंट यूआरएल्स के ऊपर सेम कंटेंट है तो वहां से पेज तो एक ही इंडेक्स होगा, और यह भी हो सकता है कि पेज अगर एक इंडेक्स हो रहा है तो कोई सा भी पेज जो है, जो भी गूगल को लगेगा सबसे रिलेवेंट, वो उस पेज को पिक कर लेगा इंडेक्स कराने के लिए। तो कहने का मतलब यह कि अब आपको गूगल को अगर बताना पड़ जाए कि ठीक है भाई मैं आपको बताया दे रहा हूं, देखो चारों पेजेस के ऊपर कंटेंट तो सेम है, बट टेंशन मत लो, इसमें से जो मेन पेज है ना वो ये पेज है। तो जब हम बात करते हैं कैनोनिकल पेज की, तो कैनोनिकल पेज जो टर्म यूज होता है, ध्यान रखिएगा, कैनोनिकल पेज जो टर्म यूज होता है उसका सीधा सा मतलब है कि इन सभी पेजेस में जो सबसे ओरिजिनल पेज है, ओरिजिनल कह लो आप इसको या ये कह लो, देखो ओरिजिनल तो सभी है, इसमें डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट तो कोई पेज नहीं है, सभी पेज ओरिजिनल है, बट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे समझो, ये मोस्ट रिलेवेंट जो पेज है या जिसको आप मोस्ट रिलेवेंट मानते हो, ठीक है, एज अ एसईओ पर्सन, उस पेज को हम बोलते हैं कैनोनिकल पेज। और हमें क्रॉलर जब हमारे पास आएगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा, तो हमें बताना पड़ेगा देखो भाई ये 4 पेजेस हैं और इन चारों में ये इशू भी है, क्योंकि मुझे पता है कि इन चारों में जो कंटेंट है वो सेम है, तो ये एक इशू है। तो देखो तुम इस चारों में से ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है इसको हम जो है अपना कैनोनिकल पेज बना देते हैं, इसको हम कैनोनिकल पेज बना देते हैं। अब इसके लिए हमें कैनोनिकल टैग की जरूरत पड़ती है, जिसका अभी हम लोग सिंटेक्स वगैरह देखेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंट करते हैं। बट ये बात समझ में आ गई कि ये समस्या का जो सोल्यूशन है ना वो कैनोनिकल टैग है, ठीक है, या कैनोनिकल करना हमें पड़ेगा, या एक पेज को बताना पड़ेगा कि ये पेज हमारा जो है कैनोनिकल पेज। तो यहां पर आप देखो ध्यान से जो नीचे लिखा हुआ है, duplicate or similar pages under different URLs which are non-indexable, but there will be one canonical page out of these 4 pages जो कि बेसिकली होगा हमारा इंडेक्सेबल पेज। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये सब तो आप बता रहे हो, क्यों हम डुप्लीकेट पेजेस बनाएंगे? पहली बात तो यही, क्यों एक जैसा कंटेंट आएगा? भाई 4 पेजेस, चारों के ऊपर डिफरेंट कंटेंट आएगा। आप ये क्या बात कर रहे हो कि चारों के ऊपर एक ही कंटेंट आ जाएगा? कैसे आ जाएगा चारों के ऊपर? जब मेरी वेबसाइट है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, तो चारों के ऊपर डिफरेंट कंटेंट हम लेकर आएंगे, तो ये समस्या ही नहीं होगी। तो कैनोनिकल फिर लगाना क्या जरूरी है, या कैनोनिकल टैग क्या लगाने जरूरी है क्या? जब ये समस्या नहीं होगी तो इसका सोल्यूशन फिर क्यों बताया जा रहा है? तो गाइस हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, या हम जानकर ऐसा नहीं करते हैं कि हमने जो भी पेजेस बनाए अपनी वेबसाइट के ऊपर उन पे सब पे सेम कंटेंट डाल दिया, ऐसा हम लोग करते नहीं है। बट ऐसा हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर। अब इस चीज को समझो, मैं आपको अब अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोस बताने वाला हूं जिनकी वजह से ये इश्यू क्रिएट होता है, और उनका सोल्यूशन जो है वो कैनोनिकल टैग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देखो गाइस, कई बार आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट किया होगा जो इस टाइप से, जैसे कोई वेबसाइट है abc.com क्लॉथिंग और यहां पर शर्ट है, ठीक है, और उस शर्ट पे पैरामीटर बेस्ड एक यूआरएल बन जाता है जब उस पे कोई आप फिल्टर वगैरह लगाते हो, कुछ लगाते हो, ठीक है। अब गाइस यहां पर जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, वही कंटेंट तो यहां पर भी है, शर्ट तो वही है, बस उसका जो साइज है वो चेंज हो गया। बस कहीं पर एल अगर लिखा था तो वो चेंज होके एम हो गया, कहीं पर अगर एम लिखा था वो चेंज होके एल हो गया, या एक्सेल जैसे यहां पर मेंशन है तो वो चीज चेंज होकर केवल एक्सेल हो गई। बट गाइस ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरे का पूरा पेज बदल गया या पूरे का पूरा
कंटेंट बदल गया? नहीं हुआ। तो कंटेंट सेम है और दो डिफरेंट यूआरएल्स बन गए यहां पर, एक बन गया URL1 और एक बन गया यहां पर URL2। तो गाइस कंटेंट के बेसिस पर कभी भी क्रॉलर ये नहीं समझने की कोशिश करता है, ये समझता है कि ये दो डिफरेंट पेजेस है। क्रॉलर को आप कैसे बताओगे कि ये दो अलग पेजेस? अगर मैं आपसे कहूं कि क्रॉलर को ये बताना है कि ये दो डिफरेंट पेजेस हैं, तो आप क्या बोलोगे? इस पे कंटेंट X है इसलिए अलग है, इस पे कंटेंट Y है इसलिए अलग है? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रॉलर को जब हम बताने की बात करते हैं तो क्रॉलर डिफरेंशिएट करता है यूआरएल से। गाइस अगर यूआरएल डिफरेंट बन गया इसका मतलब डिफरेंट पेज है। तो अगर दो डिफरेंट पेजेस हैं और उस पे सेम कंटेंट आ गया तो प्रॉब्लम तो अराइज हो गई ना। कौन सी प्रॉब्लम? ये वाली। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि 4 पेजेस आपने बना दिए। अब 4 पेजेस सेम कंटेंट के लिए हैं, तो अब तो पहली बात तो आप क्रॉलर के रिसोर्सेज खराब कर रहे हो, मतलब उसका क्रॉल बजट जो है वो आप ठीक तरीके से उसको नहीं यूज कर रहे हो, क्योंकि क्रॉलर आ रहा है, अब वो चारों ही पेजेस को क्रॉल करना है उसको। अब चारों पे एक ही कंटेंट, उसमें है एक ही ओरिजिनल, ठीक है, या प्राइमरी पेज आप इसको मान लो वो ओरिजिनल है, बट आप बिना मतलब क्रॉलर का जो टाइम और रिसोर्सेज हैं उनको आप खराब कर रहे हो। तो एक तरीके से आप कुछ थोड़ा बहुत ना निगेटिव चीज कर रहे हो। तो इस इशू को सॉल्व करेंगे हम लोग, एंड दिस ऑल्सो कंसर्न द टॉपिक ऑफ टेक्निकल एसईओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो केस है, मतलब यहां पर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट टाइप का कंटेंट है। एक्चुअली डुप्लीकेट नहीं है, पर डुप्लीकेट टाइप का कंटेंट बन जा रहा है दो डिफरेंट पेजेस के ऊपर। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर पेज को कैनोनिकल पेज बनाना होगा, एंड दैट वी कैन डू थ्रू कैनोनिकल टैग्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज केस 1, एक एग्जांपल माना। यहां पर हम दूसरा एग्जांपल पकड़ लेते हैं, प्रिंटेबल पेज। गाइस कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप किसी पेज के ऊपर जाते हो तो आप कंट्रोल P करो तो उसका जो प्रिंट वर्जन है वो ओपन होके आ जाता है और आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो गाइस प्रिंट वर्जन का भी एक यूआरएल बन जाता है। अब एक नॉर्मल यूआरएल इस टाइप का पेज और एक इस टाइप का यूआरएल, दो अलग अलग यूआरएल हो गया फेसबुक की नजर में। दो अलग अलग यूआरएल का मतलब फेसबुक की नजर में क्या हो गया कि दो अलग अलग पेजेस हैं। अब दो अलग अलग पेजेस है भाई, लेकिन जो नॉर्मल पेज था उसी का ये प्रिंटेबल वर्जन है, ठीक है, प्रिंटेबल वर्जन। तो कंटेंट तो बदला नहीं, कंटेंट तो सेम है, यूआरएल्स अलग हो गए। तो यहां पर भी समस्या। अब ये समस्या कैसे दूर होगी? किसी ना किसी एक को आपको बताना पड़ेगा कि ये कैनोनिकल पेज है। हमें बताना पड़ेगा देखो भैया ये जो पेज है ना ये इसकी कॉपी है, दिस इज द ओरिजिनल पेज। ये जो है दिस इज द ओरिजिनल पेज, और ओरिजिनल पेज को ही कैनोनिकल पेज बोला जाता है, ठीक है। तो कैनोनिकल इज बेसिकली जो भी यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है उसको हम लोग कैनोनिकल बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से कई बार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एसईओ से रिलेटेड पेज है, उसको मैंने सर्विसेज वाली कैटेगरी में भी शो करा दिया, उसको मैंने स्पेशल्स वाली कैटेगरी में भी शो करा दिया। करा सकते हैं, दो जगहों पर हम सेम पेज का लिंक जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेंशन कर दिया, यूआरएल अलग हो गया कि नहीं? यहां पर आप देखो ये है URL1 और ये है URL2। कंटेंट क्या अलग अलग होगा? नहीं, कंटेंट सेम होगा, दोनों जगह कंटेंट सेम है, बट URL अलग हो गया। इशू क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? इशू क्रिएट हो गया। क्रॉलर के लिए समस्या पैदा हुई कि नहीं हुई? तो हमें सॉल्व कैसे करना है? थ्रू कैनोनिकल टैग। तो बात समझ में आई? हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करके कंटेंट बना रहे हैं, बट गाइस ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, और ऐसा भी नहीं कि नहीं अराइज होती, अराइज होती हैं, और होने दो, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है, होने दो। इसका सोल्यूशन है कैनोनिकल टैग्स का इंप्लीमेंटेशन। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका हमें सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और ये आप जानबूझ के नहीं करते हो, ये अराइज होती हैं ऐसी प्रॉब्लम, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे ट्रिपल एंड नॉन ट्रिपल वेरिएशन, जैसे यहां पर आप देखते हो example.com और यहां पर आप देख रहे हो www.example.com। तो गाइस जब कभी भी आप डोमेन खरीदने जाते हो ना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। कभी भी अगर आप डोमेन खरीदते हो तो आप क्या खरीदते हो? abc.com, xyz.com, umartasky.com, mouse.com, tablet.com, laptop.com, ये आप खरीदते हो। आप www.umartasky.com नहीं खरीदते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो नॉन ट्रिपल डब्ल्यू वर्जन होता है उसको ट्रिपल डब्ल्यू वर्जन के ऊपर रीडायरेक्ट करना पड़ता है। क्यों रीडायरेक्ट करना पड़ता है? क्योंकि भाई साहब पेजेस तो दोनों पे ही ओपन हो जाएंगे, ठीक है, example.com पे भी हो जाएगा और www.example.com के ऊपर भी हो जाएगा। लेकिन गूगल क्या कहेगा? देखो भाई दोनों पे कंटेंट सेम है, दोनों सेम ही होगा कंटेंट, ठीक है। मान लिया होम पेज है हमारा, तो दोनों पे कंटेंट सेम ही होगा, लेकिन एक ट्रिपल डब्ल्यू जो है वो वेरिएशन है या वर्जन है, आप इसको ऐसे समझ लो, एक नॉन ट्रिपल डब्ल्यू वाला वर्जन है। तो कहेगा देखो भैया दोनों जगह कंटेंट तो सेम है बट यूआरएल डिफरेंट है, समस्या। तो इसका भी आपको सोल्यूशन निकालना है। तो दीज आर डिफरेंट सिनेरियो। उसी तरीके से HTTP और HTTPS, तो HTTP वाले वर्जन को वो एक यूआरएल कंसीडर करेगा,
यूआरएल मतलब एक पेज कंसीडर कर लेगा यहां पर, और इसको एक दूसरा यूआरएल कंसीडर करेगा, दूसरा पेज कंसीडर कर लेगा। कौन? जो गूगल का क्रॉलर है या कोई भी क्रॉलर मान लो आप, ठीक है, दुनिया में कोई भी क्रॉलर बॉट है, वो यूआरएल्स के बेसिस पे पेजेस को अलग मानते। तो दो डिफरेंट यूआरएल हो गए, इसका मतलब क्रॉलर ने समझ लिया कि दो डिफरेंट पेजेस हैं। अब ये आपकी हेडेक है, तो दोनों पेजेस पे सेम कंटेंट है। बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया हमें अब तक कि यहां पर एक पेज जो है वो इस टाइप का होगा जो कि कॉपी है, मान लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट कहना बार बार अच्छा नहीं। एक पेज जो है वो कॉपी है और दूसरा पेज जो है वो ओरिजिनल है। तो अब हमें क्रॉलर को या गूगल के सिस्टम को बताना पड़ेगा कि इसमें से कॉपी पेज कौन है और ओरिजिनल पेज कौन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस इस चीज को बताने के लिए हम लोग करते क्या है, जो भी हमारा कॉपी पेज होता है उसके ऊपर हम इस HTML टैग को लगाते हैं, जो आप यहां पर देख रहे हो, लिंक रिलेशन कैनोनिकल href, और ये जो हमारा ओरिजिनल यूआरएल होता है वो यहां आ जाएगा। दिस इज द ओरिजिनल यूआरएल। कहने का मतलब ये कि लेट से अगर हमारे पास a.com/a ये हमारा कैनोनिकल पेज है, मतलब ओरिजिनल पेज है, और ये a.com/b ये हमारा डुप्लीकेट पेज है, तो ये जो टैग है जो आप यहां पर देख रहे हो कैनोनिकल टैग, ये किस पे लगेगा? डुप्लीकेट वाले पेज पे या कॉपीड पेज पे लगेगा। और यहां पर जो आप चीज देख रहे हो इस जगह पर ये वाला यूआरएल मेंशन किया जाएगा। मतलब ये टैग कहां लगेगा? कॉपी पेज के ऊपर लगेगा, और इसमें जो ये एड्रेस जो रेफरेंस दिया हुआ है या ओरिजिनल पेज का होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि कैनोनिकल टैग किस तरीके से लगाते हैं। अब एक बात समझो, यहां पर गाइस हमने देखा बड़े सारे ऐसे समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। क्या इन सब का जो सोल्यूशन है वो कैनोनिकल टैग ही है? नहीं गाइस, ये जो इश्यू अराइज हो रहा है ना, इसका सोल्यूशन अलग अलग टाइप से है। मतलब यहां पर हम ये नहीं चाहते हैं कि क्रॉलर कंफ्यूज हो। तो गाइस जैसे हम रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि कैनोनिकल्स इंप्लीमेंट करने के या हमें किसी पेज को ये बताने के लिए कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर पेज है यही ओरिजिनल पेज है, ये बताने के लिए जरूरी नहीं हर बार हम ऐसा कैनोनिकल टैग ही लगाएं। किस पेज के ऊपर? डुप्लीकेट पेज के ऊपर। डुप्लीकेट पेज के ऊपर ये कैनोनिकल टैग लगाएं और इसके अंदर जो ओरिजिनल पेज है उसका यूआरएल मेंशन कर दें। यही जरूरी नहीं है, कैनोनिकल पेज डिफाइन करने के और भी तरीके होते हैं, जिनमें से एक दूसरा तरीका है जो है 301 रीडायरेक्ट्स, यानी रीडायरेक्शन। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जैसे HTTP वाला जो यूआरएल है इसको हम HTTPS के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह आती हैं जिनके थ्रू रीडायरेक्शन किया जा सकता है, या htaccess फाइल के थ्रू रीडायरेक्शन किया जाता है। प्रोसेस में बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि ये समस्या क्या है जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं, और इसमें जो कैनोनिकल्स इंप्लीमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो 301 रीडायरेक्शन कर दें या रीडायरेक्शन कर दे या कैनोनिकल टैग लगा दे, और भी बहुत तरीके होते हैं, इंटरनल लिंकिंग वगैरह होती है, ठीक है, और HTTP हेडर में भी हम लोग कुछ कोड लगाकर भी कर सकते हैं। वो सारी डिफरेंट चीजें, बट पहले समस्या समझते हैं, ठीक है। अब गाइज मान के चलते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई पेज है, जैसे यहां पर हम लोग आ जाते हैं एक बार के लिए, मान लेते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर ये कोई एक पर्टिकुलर पेज है एंड दिस इज द डुप्लीकेट पेज ऑफ सम यूआरएल। तो अब गाइस हमें कैनोनिकल टैग कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आपको पता ही है कि जैसे अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो कोई भी पेज होगा, अगर आपने योस्ट प्लगइन लगा रखी तो उसके नीचे योस्ट प्लगइन से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आ जाती है। मतलब जो भी हम एसईओ योस्ट प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर एसईओ सेलेक्टेड देख लेना आप, ठीक है, एसईओ सेलेक्टेड है और उस पेज में हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सीधे अगर आपके पास ये एडवांस जो है ये क्लोज होगा तो इसको आप ओपन कर लो, ठीक है, एडवांस को। अब यहां पर अगर आप देखो तो कैनोनिकल यूआरएल आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा यूआरएल है तो मैं इसको उठाऊंगा और इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा, या इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। अब गाइस मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लगा रहा हूं, मैं इस पेज के ऊपर जो है वो एक कैनोनिकल टैग जो है वो लगा रहा हूं, कैनोनिकल यूआरएल लगा रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि इस पेज का जो ओरिजिनल पेज है वो ये डुप्लीकेट पेज के ऊपर कैनोनिकल लगता है और इस पेज का जो ओरिजिनल पेज है वो ये वाला पेज है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप से अगर हमारे पास वेबसाइट्स है जो वर्डप्रेस के ऊपर है तो हम लोग इस टाइप से जो है वो हमारे कैनोनिकल टैग्स जो है उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहां पर जो फॉर्मेट है वो तो पता ही है, जैसे यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज द फॉर्मेट या सिंटैक्स। अब आप इसको अगर डेवलपर को देना चाहो तो उसको दे सकते हो। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है, वो होता है हमारा सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का। अब गाइस सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो एक ये पेज है, ठीक है, दिस इज द पेज, मान के चलते हैं a.com/a, ये एक पेज है। तो गाइस हम क्या बोल रहे हैं, हम इस बार ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वाला पेज ना
इस पर्टिकुलर पेज का डुप्लीकेट है या कॉपी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि इस पेज का ये कॉपी है, ठीक है, और है भी नहीं किसी का, लेकिन हम क्रॉलर को और अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हो रही है एसईओ में सब इसी के अराउंड है कि भाई क्रॉलर को बढ़िया से बढ़िया ना इंफॉर्मेशन दे दो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, हमने कहा कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर पेज है ना, ये सेल्फ कैनोनिकलाइज्ड, मतलब इसका कोई ओरिजिनल वर्जन नहीं है, यही पेज यही ओरिजिनल है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो अब कहीं अगर टर्म सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का क्या मतलब है। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब मैं खुद ही बता रहा हूं अपने आप को कि देखो भाई मैं ओरिजिनल हूं, मैं किसी का कॉपी नहीं हूं। तो अगर किसी पेज के ऊपर उसी पेज के यूआरएल को कैनोनिकल बना दिया गया, विच मीन्स दैट कि हम सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन वहां पर कर रहे हैं। तो गाइस आई बिलीव अभी सारी चीजें ना इस चीज से समझ में आ गई होंगी कि एक समस्या है, इस टाइप की समस्या ये जो आप देख रहे हो, और इसको सॉल्व करने के लिए कैनोनिकल टैग्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए रीडायरेक्शंस हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हेडर टैग्स में इंप्लीमेंटेशन, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इंटरनल लिंकिंग है वो सोल्यूशन। लेकिन ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं सॉल्व हुई तो हम क्रॉलर की बहुत सारी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक एसईओ फ्रेंडली चीज नहीं है। गाइस आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी पेज के ऊपर जाते भी हो, जैसे मैं यहां से अगर किसी पेज के ऊपर जाता हूं, तो अगर आपको इस पेज पे देखना है कि इस पे कैनोनिकल है या नहीं है, एंड गाइस यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको इंस्पेक्ट कर देता हूं एक बार के लिए, राइट क्लिक करके मैंने इसको इंस्पेक्ट कर दिया, और यहां से मैं क्विकली ना कैनोनिकल फाइंड करता हूं, ठीक है, कैनोनिकल। क्योंकि अगर कैनोनिकल टैग लगा होगा तो कैनोनिकल शब्द तो यूज ही होगा ना, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जो मैंने यूज किया हुआ है, तो कैनोनिकल शब्द तो यूज ही हुआ होगा, जैसे रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल। तो मैं देखता हूं, तो देखो गाइस यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर वाली लाइन में रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल, और यहां पर लिंक कौन सा दिया हुआ है अगर आप देखो तो जिस पेज के ऊपर हम हैं उसी पेज का लिंक दिया हुआ है, विच मींस दैट यहां पर क्या यूज हो रहा है, सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। तो गूगल कहता है आपके हर पेज के ऊपर ना कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंटेड होने चाहिए, भले सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन हो। हमें बताओ कि इसका ना ओरिजिनल पेज कौन है, अगर कोई नहीं है तो सेल्फ कैनोनिकल कर दो। हम लोग समझने वाले हैं कि रीडायरेक्शन क्या होता है, मतलब बेसिक डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग रीडायरेक्शन को यूज करते हैं, और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शंस होते हैं। बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे मेजर टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम लोग बात करें 301 रिडायरेक्शन की और 302 रिडायरेक्शन की, तो इनको किन सिचुएशंस में हम 301 रिडायरेक्शन को यूज करते हैं, किन सिचुएशंस में हम 302 रिडायरेक्शन को यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट वेज भी देखने वाले हैं जिसके थ्रू प्रैक्टिकली अगर हमें रीडायरेक्शन इंप्लीमेंट करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेबसाइट के यूआरएल्स के लिए, तो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो रीडायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली। अगर हम जो हमारी बेसिक रीडायरेक्शन की डेफिनेशन होती है उसको समझने की कोशिश करें, तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, अ रीडायरेक्ट इज अ वे फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन और अ क्रॉलर, पर्सन का मतलब यहां पर यूजर है, फॉर अ यूजर और अ क्रॉलर फ्रॉम वन यूआरएल दैट मे बी टेम्परेरीली और परमानेंटली इनएक्सेसिबल। कहने का मतलब ये है कि गाइस मान के चलते हैं ये हमारी वेबसाइट है, और वेबसाइट का ये हमारा एक पेज है जिसका कुछ यूआरएल है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान के चलें तो ये जो यूआरएल है वो abc.com/a है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो यूआरएल है ये मैंने बहुत सी जगहों पर मेंशन कर दिया, ठीक है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स को मैंने व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया हो, या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने इस यूआरएल को वहां पर मेंशन कर दिया हो, क्योंकि ये पेज अभी एग्जिस्ट करता है। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाया, तो इस पेज का जो लिंक है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। कभी मैंने शेयर कर दिया, कभी किसी ने पोस्ट कर दिया, उसके हिसाब से, राइट। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि मैंने किसी रीजन की वजह से, हो सकता है कि मैंने इस पेज को डिलीट कर दिया हो और ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है, बट गाइस इसका यूआरएल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल है। तो अब गाइस उस यूआरएल के थ्रू यूजर्स एज वेल एज क्रॉलर जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि इस यूआरएल को मैंने किसी दूसरी एक वेबसाइट है उसके ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है। अब गाइस जब यहां पर क्रॉलर आएगा इस वेबसाइट के ऊपर या यूजर आएगा, तो वो यहां देखेगा कि इस वेबसाइट का, इस वेब पेज का जो लिंक है वो यहां पर मेंशन है, बट जब वो इस लिंक के थ्रू इस पेज के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसे जो यहां पर पेज दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, 404 पेज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर यूआरएल को तो मैंने डिलीट मार दिया। अगर इस एग्जांपल को आप प्रैक्टिकली देखना चाहो तो इसको गाइस हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, यहां पर मान के चलते ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने माना कि ये वाला हमारा एक पर्टिकुलर पेज है जो अभी एग्जिस्ट करता है, बट मैंने क्या किया, मैंने इस पेज को डिलीट कर दिया। मान के चलते हैं जो डिलीटेड पेज था वो ये था।
अब ये पेज तो गाइस एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है और इसका लिंक अलग अलग जगहों पर जो है अवेलेबल है, तो कोई भी यूजर जब इस पेज के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वो इस पेज पर तो आ ही नहीं पाएगा। तो कहां पहुंचेगा वो? 404 पेज के ऊपर पहुंचेगा। अब ये बात क्रॉलर को पसंद नहीं है ना। एक तो आप क्या कर रहे हो, एक तो क्रॉलर की भी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्रॉलर इस लिंक से इस पेज के ऊपर पहुंचना चाहता है बट वो पहुंच नहीं पा रहा हो, पहुंचता है तो आप उसको लेकर जा रहे हो 404 पेज के ऊपर। तो क्रॉलर को ये चीज पसंद नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एसईओ है वो हर्ट हो रहा है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूजर को भी आप लेकर आ रहे हो 404 के ऊपर, तो कहने का मतलब है कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो भी आप हैम्पर कर रहे हो। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में आपको पता है कि यूजर का भी जो एक्सपीरियंस होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझने की अगर हम कोशिश करें तो बात ये समझ में आती है कि अगर कोई पेज जो हमारी वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करता था, अब वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसको और आसानी समझना चाहे कि कोई यूआरएल जो हमारे किसी भी पेज पे पॉइंट होता था, अब वो यूआरएल हमारे किसी पेज के ऊपर पॉइंट नहीं हो रहा है, वो 404 पेज के ऊपर जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए गाइज हमें जरूरत पड़ती है रीडायरेक्शन की। तो गाइज ये वाला जो हमारा पेज था, मान के चलते हम लोग abc.com/a, अगर गाइस हमने इसको परमानेंटली डिलीट कर दिया, मान के चलते कि मैंने इसको डिलीट कर दिया है, अब इस पेज की मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे इस पेज के यूआरएल को किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है ना वो रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वाले यूआरएल के ऊपर कोई विजिट करता है तो कहीं ना कहीं तो विजिट हो, तो हमें उस वाले यूआरएल को किसी दूसरे पेज के यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रीडायरेक्शन। अब गाइस यहां पर इस पेज के एक्सेस ना हो पाने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि मैंने इस पेज को डिलीट मार दिया हो, ये भी हो सकता है मैंने इस पेज का जो यूआरएल है वही चेंज कर दिया हो। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि पहले जो यूआरएल था वो एसईओ फ्रेंडली नहीं था, अब मैं यूआरएल इसका रख देता हूं abc.com/b, तो मैंने इसका यूआरएल चेंज कर दिया, फिर भी तो मुझे रीडायरेक्शन करना पड़ेगा। अब गाइस जब हम बात करते हैं कि मुझे रीडायरेक्शन करना पड़ेगा, तो अभी आपको ये समझ में आया कि रीडायरेक्शंस करने की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनती है। अब गाइस अगर हम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शंस की बात करें, तो एक जो टाइप ऑफ रीडायरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं 301, और जो दूसरे टाइप ऑफ रीडायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं 302। 301 रीडायरेक्शन का मतलब होता है परमानेंटली मूव्ड रीडायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जब कभी भी हम लोग हमारे यूआरएल्स को परमानेंटली मूव करते हैं, जैसे मैंने कहा कि abc.com/a से मैं मूव कर रहा हूं abc.com/b के ऊपर, ये एक परमानेंट रीडायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि अब हम वापस ना इस यूआरएल के ऊपर वापस कंटेंट लेकर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने परमानेंटली मूव कर दिया। तो जब हम परमानेंटली मूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो रिडायरेक्शन की टेक्निक हम लोग यूज करते हैं या जो रिडायरेक्शन टाइप हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 301 रिडायरेक्शन। तो 301 रिडायरेक्शन को ही दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट रिडायरेक्शन। अब गाइस इससे बेनिफिट क्या होते हैं? देखो, जब कभी भी हमने कोई एक पेज बनाया होगा, जैसे मैं इसी की बात करता हूं a.com, तो गाइस इसके ऊपर हो सकता है मैंने बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए हो, बहुत सारे मैंने एसईओ के एफर्ट्स किए हो, जिसकी वजह से इस पेज की जो अथॉरिटी है या इस पेज की जो वैल्यू है वो भी बिल्ट हुई होगी, इस पेज की अपनी कुछ अथॉरिटी बिल्ट हुई होगी, पेज अथॉरिटी इसकी बिल्ट हुई होगी। तो गाइस जब कभी भी हम 301 रिडायरेक्शन करते हैं तो यहां पर जो इस पर्टिकुलर पेज की पेज अथॉरिटी थी वो पेज अथॉरिटी भी लगभग 99% यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि मेरे इस पेज के ऊपर तो मेरे बहुत सारे बैकलिंक्स बने हुए थे, मैंने तो इस पेज के ऊपर बहुत ही अच्छा एसईओ किया था, बहुत ही ज्यादा मैंने एफर्ट्स किया था, जिस पेज से इस पेज की जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा बन गई थी। अब अगर इस पेज को रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं हम दूसरे पेज के ऊपर, रीजंस कोई भी हो सकते हैं रिडायरेक्शन के, अगर हमने दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्शन कर दिया तो ये सारी जो मैंने मेहनत अभी तक करी है, अथॉरिटी बिल्ड करी, वो सारी अथॉरिटी तो चली गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं जाती है अगर आप 301 रिडायरेक्शन करते हैं। तो 301 रिडायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं परमानेंटली मूव्ड रिडायरेक्शन, और इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी 99% अथॉरिटी है या जिसको हम लोग लिंक वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो लिंक वैल्यू है वो हमारे रीडायरेक्टेड पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, रीडायरेक्टेड पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब जिस भी पेज के ऊपर हम लोग रीडायरेक्शन करेंगे उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि एक पेज
का जो यूआरएल है उसको हम दूसरे किसी पेज के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट करना चाहते हैं और वो रिडायरेक्शन परमानेंटली हम करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग जो रिडायरेक्शन की टेक्निक या टाइप यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली 301 रिडायरेक्शन। जैसे और मैं अगर आपको एग्जांपल्स बताने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर हम लोग आए और जैसे मैं यहां पर टाइप करता हूं indiatimes.com, तो गाइज यहां पर मैंने सीधे टाइप किया indiatimes.com। ऐसा नहीं कि मैं www.indiatimes.com टाइप कर रहा हूं, https:// और फिर www और .indiatimes.com टाइप कर रहा हूं। मैंने सिंपली क्या टाइप किया, indiatimes.com, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप देखोगे यहां पर जब मैं indiatimes.com टाइप करता हूं तो उसके साथ साथ यहां www भी आ जा रहा है और उसके साथ साथ यहां पर https भी आ जा रहा है। कहने का मतलब कि indiatimes.com रीडायरेक्ट हो रहा है www के ऊपर और indiatimes.com रीडायरेक्ट हो रहा है https के ऊपर। तो गाइस जब कभी भी हम लोग कोई डोमेन खरीदते हैं ना, कभी भी अगर आप डोमेन खरीदने जाओगे तो आप क्या खरीदोगे, indiatimes.com, और indiatimes.com को हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं www.indiatimes.com के ऊपर। अब गाइस आप खुद बताओ ये जो indiatimes.com से www.indiatimes.com का रिडायरेक्शन है ये टेम्परेरी रिडायरेक्शन होगा या परमानेंट रिडायरेक्शन? क्या हमें यहां से यहां वापस आने की जरूरत है? गाइस कभी नहीं, हम कभी भी यहां से यहां वापस नहीं आएंगे। एक बार अगर हमने HTTPS रिडायरेक्शन कर दिया, मतलब पहले जो हमारा डोमेन था वो HTTP पे था, उसके बाद मैंने SSL सर्टिफिकेट लगाया, कॉन्फ़िगरेशन किया और जो हमारे URLs जो HTTP के साथ बन रहे थे हमने कहा ये सारे URLs अब HTTPS पे रिडायरेक्ट हो जाने चाहिए। तो वो रिडायरेक्शन जो हम लगाएंगे वो कौन सा रिडायरेक्शन होगा? क्या वो रिडायरेक्शन टेम्परेरी रिडायरेक्शन होगा या परमानेंट रिडायरेक्शन होगा? गाइस जब कभी भी W के रिडायरेक्शन किए जाते हैं या नॉन W टू W रिडायरेक्शन किए जाते हैं, दीज आर एक्चुअली द परमानेंट रिडायरेक्शन। गाइस जब कभी भी HTTP टू HTTPS रिडायरेक्शन किए जाते हैं ये हमेशा परमानेंट रिडायरेक्शन होते हैं, ये टेम्परेरी नहीं होते। तो फिर टेम्परेरी में क्या होगा, मतलब यहां पर जो मैं परमानेंट रिडायरेक्शन बता रहा था, दिस इज रिडायरेक्शन परमानेंट एंड दिस इज रिडायरेक्शन टेम्परेरी। तो परमानेंट रिडायरेक्शन के तो एग्जांपल्स आपने देख लिए, जब हमें वापस उस यूआरएल के ऊपर नहीं आना होता है और हमें पूरी की पूरी जो हमारी लिंक इक्विटी है, लिंक वैल्यू है, उसको पास करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग 301 रिडायरेक्शंस को यूज करते हैं। वहीं पर गाइस सिचुएशंस ऐसी भी बन सकती हैं कि मान के चलते हैं कि आज मैं अपने किसी पेज के ऊपर, ये मेरी एक वेबसाइट है और अगर ये मेरी वेबसाइट है और ये वेबसाइट है abc.com/a, इसके ऊपर मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, कुछ अपडेशन करा रहा हूं, कुछ चेंजेस करा रहा हूं, तो ये वाला जो मेरा पेज है ये टेम्परेरीली डाउन है 10 दिन के लिए। बट ये यूआरएल बहुत सारे लोगों के पास है, तो मैं यूजर का भी एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहता हूं, मैं क्रॉलर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं या क्रॉलर का भी एक्सपीरियंस या उसकी भी जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं ये 10 दिन के लिए जो मेरा पेज डाउन रहेगा ना, इन 10 दिनों तक जो लोग भी इस यूआरएल के ऊपर आने की कोशिश करें उनको दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाए, लेट्स से होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाए। बट ये वाला जो रिडायरेक्शन होगा ये होगा हमारा टेम्परेरी रिडायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं 302 रिडायरेक्शन। अब 301 में और 302 में जो मेजर डिफरेंस है ना वो लिंक इक्विटी के पास होने का है। 301 रिडायरेक्शन में लगभग 99% ऑफ लिंक इक्विटी पास हो जाती है, ऐसा गूगल कहता है। वहीं पर 302 रिडायरेक्शन में कोई भी लिंक इक्विटी जो है वो पास नहीं होती। मतलब एक बार हमने रिडायरेक्ट तो कर दिया, मतलब यहां से जो भी न्यू पेज होगा उसके ऊपर हम लोगों ने इसको रिडायरेक्ट तो कर दिया, लेकिन इसकी जो लिंक वैल्यू थी, जो लिंक इक्विटी थी, जो इस पेज की अथॉरिटी थी, उसको हमने नहीं ट्रांसफर किया, क्योंकि वापस भी तो बाद में हमें इस रिडायरेक्शन को हटाना भी तो है। ऐसा तो नहीं कि ये रिडायरेक्शन जो है वो हमारा परमानेंट रिडायरेक्शन हो जाएगा। तो गाइस ये बात समझ में आ गई कि रिडायरेक्शंस की कंडीशंस बनती हैं, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोस बन जाते हैं जहां पर हमें रिडायरेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। और जब हम रिडायरेक्शन करने की बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम 301 रिडायरेक्शन करें या 302 रिडायरेक्शंस करें। अब रिडायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करने की बात आई, जैसे मान के चलते हैं कि मुझे 301 रिडायरेक्शन करना है या मुझे 302 रिडायरेक्शन करना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो गाइस वहीं पर अगर हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। प्लगइन्स हमें मिल जाती हैं, बहुत ही सिंपल सी प्लगइन्स होती हैं, बहुत ही क्विकली जो आपका वर्क है वो यहां पर हो जाता है। वहीं पर अगर हमारी कस्टम वेबसाइट है तो फिर आप जो .htxs फाइल्स होती हैं उनको एक्सेस करके आप जो है अपने रिडायरेक्शंस के कोड को लिख सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको .htxs के अंदर रीडायरेक्शन कोड्स किस तरीके से लिखे जाते हैं इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और किस तरीके से .htxs की हेल्प से हम लोग रीडायरेक्शन करते हैं 301 टू 302
टू और इसमें क्या कोड्स यूज होते हैं वो सारे अभी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। मैं अभी आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा भी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमें वर्डप्रेस के ऊपर किसी प्लगइन की हेल्प से करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी प्लगइन्स जो है गाइस मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको अगर एक प्लगइन यहां पर दिखाऊं जो कि मैं यूज कर रहा हूं जिसका नाम है 301 रीडायरेक्ट्स। ये एक प्लगइन है, ठीक है। तो जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे और इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैं आपको दिखाऊं यहां पर मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाता हूं तो आप देखोगे ये प्लगइन यहां पर इंस्टॉल है, ठीक है। तो जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे और मैनेज रीडायरेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस लेकर आएगा रीडायरेक्ट रूल्स का, और ये आपसे पूछेगा कि रीडायरेक्ट करना है ए को किसके ऊपर। यहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज को रीडायरेक्ट करना है किसी दूसरे पेज के ऊपर, लेट से इस पेज के ऊपर मुझे रीडायरेक्ट करना है, फाइन। तो यहां पर गाइस हम पेज भी मेंशन कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि इस पेज को हमें इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है, सर्विसेज वाला जो हमारा पेज है उसके ऊपर रिडायरेक्ट करना है। ये क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये उठा लेता है कि कौन कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर बने हुए हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देता है। तो काफी यूजर फ्रेंडली होता है, आप आराम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप माई अकाउंट वाले पेज पे, होम पेज पे, चेकआउट पे, कार्ट पे, किस पर्टिकुलर पेज पे इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो। अलॉन्ग विद दैट आप जो है कौन सा रिडायरेक्शन जो है वो लगाना चाहते हो। तो अगर मैं क्विकली आपको कुछ शो भी करूं, जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं और जो हमारा थैंक यू पेज है इसका मैं आपको एक बार के लिए ना रिडायरेक्शन सेट करके दिखाता हूं। तो मैं अगर यहां पर इसको कॉपी कर लूं यहां से और मैं यहां पर आ जाऊं और यहां पर मैं थैंक यू पेज जो लिख है वो मेंशन कर देता हूं और इसको मैं 302 रिडायरेक्ट कर रहा हूं एक बार के लिए। किस पेज पर? सर्विसेज वाले पेज के ऊपर, ठीक है। तो सर्विसेज वाला जो हमारा पेज है वो ये पेज है गाइज, अगर आप देखो यहां पर सर्विसेज वाला ये पेज है, फाइन। तो गाइज ये मैंने रिडायरेक्शन यहां पर लगा दिया एक बार के लिए, अगर आप देखो, और मैं गाइज को कर देता हूं यहां पर सेव। तो गाइज हमारा जो रिडायरेक्शन है वो लग चुका है। अब फर्दर अगर हमें और रिडायरेक्शंस क्रिएट करने हैं तो मैं ऐड न्यू रिडायरेक्ट रोल के ऊपर चला जाऊंगा और यहां से मैं जो नए रिडायरेक्ट्स की जो कंडीशंस हैं या जो पेजेस हैं कि कहां से कहां रिडायरेक्शन करना है वो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा और यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब जो गाइस हम लोगों ने यहां पर रिडायरेक्शन क्रिएट किया हुआ है, थैंक यू पेज का रिडायरेक्शन हम लोगों ने किया है सर्विसेज पेज के ऊपर। जल्दी क्विकली से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो गाइस एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, इस थैंक यू पेज को वापस हिट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो थैंक यू पेज है ये रीडायरेक्ट हो जाएगा सर्विसेज पेज के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो मैं थैंक यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूं और अगर आप देखोगे तो वापस ये सर्विसेज वाला पेज ही आपको दिख रहा है। थैंक यू पेज के ऊपर ये नहीं ले जा रहा है क्योंकि यहां पर रीडायरेक्शन जो है वो हो रहा है। और गाइज यहां पर आपको पता भी चलेगा कि कितनी बार कौन सा रिडायरेक्शन जो है वो हिट हुआ है, थोड़ी सी आपको एनालिटिक्स भी मिल जाएंगी। तो वर्डप्रेस के अंदर ये वर्क तो काफी ईजी हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि htaccess फाइल के थ्रू आप लोग किस तरीके से इसको कर सकते हो, या जो हमारे नॉन www टू www रिडायरेक्शंस होते हैं या हमारे जो http टू https रिडायरेक्शंस होते हैं, उनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने सी पैनल में, फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में आपको जो आपकी .htaccess फाइल है उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। और जो नॉन www टू www रिडायरेक्शंस है या नॉन http टू https रिडायरेक्शंस है उनके लिए जो कोड है वो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल भी किसी पेज को रिडायरेक्ट करना चाहते हो .htaccess फाइल के थ्रू तो गाइस इस टाइप से आप उसका जो रिडायरेक्शन है कोड वो लिख सकते हो। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं रीडायरेक्ट परमानेंट http, ये हमारा ओल्ड पेज है इसलिए यहां पर इस टाइप से लिखा हुआ है ओल्ड फाइल .html, और उसके बाद हम लोग यहां पर लिख देंगे जो हमारी न्यू URL होगा जिसके ऊपर हम रिडायरेक्शन करना चाहते हैं। तो गाइस हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग रिडायरेक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट गाइस हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों टाइप ऑफ रिडायरेक्शंस होते हैं, चाहे वो 301 रिडायरेक्शन हो चाहे वो 302 रिडायरेक्शन हो, क्यों हमें उसको यूज करना है और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप के रिडायरेक्शन को यूज करना है। दोस्तों आशा करता हूं रिडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और दोनों ही टाइप्स ऑफ रिडायरेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, किस टाइप से इंप्लीमेंट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। इमेज एसईओ के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इसके बाद इमेज एसईओ से रिलेटेड आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इमेज एसईओ की जरूरत क्यों पड़ती है। गाइस दो रीजंस हैं जिनकी वजह से इमेज एसईओ की हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहला रीजन ये गाइस कि हमें पता है कि गूगल में जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हम इमेजेस वाले सेक्शन को भी सर्च कर सकते हैं, और जब इमेजेस वाले सेक्शन के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस रैंक हो रही होती हैं, अगर हम उन इमेजेस के ऊपर इंगेज करें, उनके ऊपर क्लिक करें तो हम
वो इमेज जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर होती है हम उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब कि इमेजेस वाले सेक्शन के थ्रू भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सकता है। मतलब अगर हमने इमेजेस को अपनी रैंक करा लिया तो एक पोटेंशियल हमारे पास बन गया कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा जो रीजन है वो ऑन पेज के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर हम अपनी इमेजेस का प्रॉपर एसईओ करेंगे या हम अपनी इमेजेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करेंगे तो वो सारी चीजें हमारे ऑन पेज में भी हमें हेल्प करेंगी। तो अगर हम बात करें कि क्यों हम लोग आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को क्यों आपको देखना चाहिए, वो बेसिकली दो रीजंस हैं कि इमेज एसईओ की जो हमें जरूरत पड़ती है, एक तो इमेजेस को रैंक कराने के लिए और दूसरे जो है वो ये कि ऑन पेज के रिस्पेक्ट से भी हमारी जो इमेजेस हैं वो परफेक्टली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब गाइस यहां पर लगभग मैंने 9-10 पॉइंट्स लिखे हुए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू इमेज एसईओ। एक एक पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है एक एक पॉइंट के ऊपर। बहुत सारी नॉलेज, वैल्यूएबल नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो गाइस जो मैं रैंकिंग वाले एस्पेक्ट की बात कर रहा, सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइस यहां पर मैं आ जाता हूं गूगल के ऊपर और लेट से मैं अगर यहां पर गाइस गूगल पे इंडिया टाइप करता हूं और इंडिया टाइप करने के बाद मैं इमेजेस वाले सेक्शन में जाता हूं यहां पर, तो आप देख सकते हो यहां पर आप देखो विद रिगार्ड्स टू इंडिया यहां पर बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो हमें यहां पर दिख रही है। कुछ इमेजेस 3 days अगो आई हुई यहां पर, कुछ जो है जिफ इमेजेस हैं वो हमें यहां पर दिख रही हैं। तो बहुत सारी इमेजेस विद जो रिलेटेड टर्म हमारा इंडिया है, जो हमारे सर्च क्वेरी है उसके रिस्पेक्ट में हमें यहां पर दिख रही हैं। तो गाइज अगर मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूं, लेट से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, तो इसका बड़ा प्रीव्यू ओपन हो जाता है एंड फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली गो टू वेबसाइट। जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो मैं वेबसाइट के ऊपर जा सकता हूं। तो कहने का मतलब कि इमेजेस भी एक ऐसा सोर्स है जिससे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है। अब ये बात कैसे प्रूव होगी कि आता है या नहीं भी आता है? तो गाइज जाहिर सी बात है कि अगर हमारी वेबसाइट को, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ब्रिटानिका जो वेबसाइट है, अगर हमारी वेबसाइट को कुछ इंप्रेशन मिलते हैं इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर, तो गाइस जब कभी हमारी वेबसाइट को यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इंप्रेशन मिलते हैं, अगर मैं यहाँ पर जाऊं ऑल के ऊपर, तो गाइस हमें हमारे गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये पता चल जाता है कि हमें कितने इंप्रेशंस मिले और यहां पर हमें कितनी क्लिक्स मिली। इसी तरीके से गाइस अगर हमें इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर भी हमारी इमेजेस को इंप्रेशंस मिलेंगे तो इसकी डेटा हमें गूगल सर्च कंसोल में दिखाई देगी कि हमें इतने इंप्रेशंस मिले और उनके ऊपर इतने क्लिक्स आए, राइट। तो गाइस यहां पर मेरे पास एक डमी डेटा टाइप की ओपन है, मतलब बहुत ही बेसिक सी डेटा, बस केवल आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर अगर सर्च टाइप में मैं यहाँ पर, वैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो वेब होता है, मैंने इमेजेस सेलेक्ट कर रखा है और मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी इमेजेस को लगभग 731 यहाँ पर इंप्रेशन मिले हुए। बिल्कुल ही नई वेबसाइट है इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम इंप्रेशन है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना चाह रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो टोटल इंप्रेशन आपको 731 मिले और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको कुछ क्लिक्स भी मिले हैं। कहने का मतलब कि इमेजेस सेक्शन से भी ट्रैफिक आता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो गाइस इसलिए जरूरी है कि हम इमेजेस के भी एसईओ के ऊपर ध्यान दें। कोई इमेज जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है या हमारे वेब पेज के ऊपर है, अगर हमने प्रॉपर उसका एसईओ कर रखा है तो फिर चांसेस बनते हैं उसके कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर वो यहां पर इमेजेस सेक्शन में रैंक हो जाए। गाइस अगर वो इमेजेस सेक्शन में रैंक हो गई देन ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा भर भर के जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आने लगेगा। बहुत सारे लोग यहां से भी जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, फाइन। और गूगल इस सेक्शन को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे आप यहां पर देख सकते हो 3 days अगो, 1 day अगो, यहां पर जैसे जिफ है, तो इस टाइप के और भी एट्रीब्यूट्स वो अपना ये जो इमेजेस रिजल्ट वाला सेक्शन है उसमें ऐड कर रहा है फर्दर यूजर के एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को समझ में आ गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए हमें जो है इमेज एसईओ की जरूरत पड़ती है। तो गाइस जो सबसे पहला पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू इमेज वो ये है, पे क्लोज अटेंशन टू योर इमेज फाइल नेम, मेक इट इमेज रिलेटेड। गाइस कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, जैसे अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज अपलोड करते हो तो आपने उसका नाम रख दिया, मैं इमेज का नाम की बात कर रहा हूं, इमेज के जो फाइल नेम होता है उसकी बात कर रहा हूं, इमेज के कैप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इमेज के ऑल टेक्स्ट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल फाइल नेम की बात कर रहा हूं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जैसे इमेज 001 या इमेज 002 या इमेज या डमी इमेज या न्यू इमेज या ओल्ड इमेज या फाइनल इमेज, इस टाइप से लोग जो है नेम को सेव कर दें, विच इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आप बेहतर तरीके से इमेज का एसईओ करना चाहते हैं देन मेक श्योर कि जो आपकी इमेज का फाइल नेम है वो भी आपकी इमेज के रिलेटेड हो, राइट। अब इसका सीधा सा मतलब ये नहीं कि आप क्या करोगे कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर दोगे। जैसे अगर आप एप्पल की इमेज लगाते हो तो सिंपली अगर एग्जाम्पल में आप apple.jpg लिख रहे हो दैट्स मोर देन इनफ, या अगर रेड एप्पल है तो थोड़ा सा आप उसको नाम को थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर सकते हो उस फाइल नेम को, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें कीवर्ड स्टफिंग
कर दो, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग तो आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी नहीं करनी। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज के थ्रू आप गूगल को कुछ सिग्नल देना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये इमेज किस बारे में है, या ये कंटेंट किस बारे में, या ये पेज किस बारे में, या ये वीडियो किस बारे में, पैराग्राफ किस बारे में, तो आप कोई भी जब सिग्नल गूगल को देते हैं, मेक श्योर करें कि सिग्नल के लिए आपको कुछ इंडिकेटिव वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर कीवर्ड्स भर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग सिग्नल के चक्कर में सीधे सीधे कीवर्ड्स को जो है ना वहां पर भर देते हैं। तो दिस इज वन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इमेजेस का नाम अगर हो सके तो आप जो इमेजेस जिस बारे में है उससे रिलेटेड आप इमेजेस का नाम रखें। फाइल नेम की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। अगर आप जो है वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आप अपनी गैलरी में उसको अपलोड करें। सेकंड जो है, यूज ऑल टेक्स्ट एंड ऑल्सो कैप्शंस। गाइस, जब हम इमेज को अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हमें ऑल टेक्स्ट भी इमेजेस का यूज करना है और साथ ही साथ जो इमेजेस के साथ कैप्शन होता है उसको भी यूज करना है। गाइस, ऑल टेक्स्ट के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। मैं एक बार लिंक भी आई बटन में दे दूंगा ताकि ऑल टेक्स्ट को आप बाद में जाकर देख सके। उसमें बहुत डिटेल मैंने बताया किस टाइप से आपको ऑल टेक्स्ट लिखना चाहिए, क्या एक बेहतर ऑल टेक्स्ट होता है, क्या एक बुरा ऑल टेक्स्ट होता है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। कैप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूं। यहां पर अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहां पर आप देखते हो मेरे पास एक डमी इमेज है। जैसे मैं इस इमेज के ऊपर जाऊंगा और आप यहां पर जैसे ये आप इस पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट करेंगे, फाइन, यहां पर अगर मैं आऊं तो आप नीचे देख सकते हो यहां पर आपको ऑल टेक्स्ट दिख रहा है। यहां पर आपको इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है वो मेंशन करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट यहां पर आप देखो नीचे इमेज में छोटा सा आपको ऐड कैप्शन दिख रहा है। तो कैप्शन इज बेसिकली कि ये इमेज किस बारे में, तो यहां पर आप उसका कैप्शन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल टेक्स्ट यूजर्स के लिए नहीं होता है। ऑल टेक्स्ट बेसिकली सामने से यूजर्स को नहीं दिखता है, बट जो कैप्शन है वो यूजर्स को दिखता है। तो मेक श्योर करें आप कि आपका जो कैप्शन है वो भी रिलेटेड हो इमेज के और जो आपका ऑल टेक्स्ट है वो भी रिलेटेड हो इमेज के। ऑल टेक्स्ट बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े से विजुअली जो है साउंड नहीं है, या जो लोग हमारी इमेज को नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए हमारा ऑल टेक्स्ट होता है। या अगर हमारी इमेज नहीं लोड हो पा रही तो वहां पर ऑल टेक्स्ट लोड हो जाता है। या फिर क्रॉलर जो हमारी इमेज को स्कैन नहीं कर पाता है प्रॉपरली, इमेज को नहीं समझ पाता है, वो हमारी इमेज के अराउंड जो टेक्स्ट होता है उससे हमारी इमेज के बारे में समझने की कोशिश करता है कि ये इमेज किस बारे में है। कैप्शन भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज ऑल टेक्स्ट जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यूज ऑल टेक्स्ट एंड ऑल्सो कैप्शन, दिस इज सेकंड टिप फॉर यू। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं विद रिगार्ड्स टू इमेज एसईओ, दैट इज एक्चुअली इमेज फाइल टाइप्स। अब गाइस अगर मैं इमेज फाइल टाइप्स की बात करूं, यहां पर तो मेजरली 3 तरीके की आप देखते हो इमेज फाइल टाइप्स है, जिनमें से जो पीएनजी है वो आपको क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छी लगती है, बट गाइस आपको पीएनजी या जिफ जो इमेज टाइप है इनको नहीं यूज करना है। आपको जो है वो जेपीईजी की जो इमेज फाइल टाइप है उसको आपको यूज करना है। और मेक श्योर करें आपकी जो इमेजेस हैं वो 100 KB के अंदर हैं, जिसको आप कंप्रेशन, बहुत सारे कंप्रेसिंग टूल्स वगैरह आते हैं जिनके थ्रू से आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। और मेक श्योर करें कि आपकी जो इमेजेस हैं वो हमेशा 100 KB से नीचे रहें। और जो प्रिफर्ड इमेज फॉर्मेट है वो जेपीईजी है। एंड द रीजन इज क्योंकि कंप्रेशन के बाद भी इसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं होती। वैसे क्वालिटी वाइज देखा जाए तो पीएनजी ज्यादा बेहतर दिखती है। कहीं पर गाइज अगर आपको छोटा बहुत लोगो वगैरह अगर आपको यूज करना है, जहां पर आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस वगैरह यूज करनी है, तो वहां पर आप चाहें तो पीएनजी इमेजेस यूज कर ले। बट अगर वेबसाइट पे कहीं पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस में कुछ बड़ी बड़ी इमेजेस अगर आपको यूज करनी है तो वहां पर ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप पीएनजी फॉर्मेट ऑफ इमेजेस जो है उनको यूज करें। सो दिस इज थर्ड पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है विद रिगार्ड्स टू इमेजेस। फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊं तो क्रिएट इमेज साइट मैप्स। यस गाइस, जो आपकी इमेजेस होती हैं उनका भी अपना कोई ना कोई यूआरएल होता है। और गाइस कहीं पर भी अगर हम एक फॉर्मेट में यूआरएल्स को मेंशन करते हैं, दैट इज बेसिकली अ साइट मैप फॉर अस, ठीक है। तो आप इमेजेस का भी साइट मैप क्रिएट करें। जैसे अगर हम बात करें हमारी वेबसाइट का साइट मैप होता है, तो हमारी वेबसाइट की साइट मैप में क्या होता है, हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होते हैं वो एक साथ होते हैं कि ये एक हमारी वेबसाइट का पेज है, फिर ये हमारी वेबसाइट का पेज है, ये हमारी वेबसाइट का पेज है, ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज पेज, इस टाइप के हमारी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं जो कि बेसिकली हमारे एक जगह पर होते हैं, एक एक्सएमएल फाइल के अंदर होते हैं, ताकि क्रॉलर जब आता है तो देखता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स जो हैं इस वेबसाइट के ऊपर है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि इस वेबसाइट में कितने यूआरएल्स हैं और उनकी पोजीशन या लोकेशंस क्या है। फाइन। तो गाइस उसी तरीके से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होते हैं उनका भी जो है साइट मैप होता है। और गाइस अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप योस्ट प्लगइन को यूज करें तो योस्ट प्लगइन बाय डिफॉल्ट आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो साइट मैप्स है वो बना के दे देती है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इमेजेस साइट मैप्स को यूज कर रहे हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। योस्ट
जो प्लगइन है वो बाय डिफॉल्ट आपको इमेजेस साइट मैप बनाकर दे देती है। सो दिस इज एक्चुअली द फोर्थ पॉइंट। उसके बाद गाइस अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो कंसीडर इमेज कंप्रेशन। फाइन, एंड कंसीडर इमेज कंप्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो WP Smush एक बहुत ही फेमस प्लगइन है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी इमेजेस को कंप्रेस करने में आपको हेल्प कर देगी। गाइस अगर आप हैवी फाइल साइज की जो इमेजेस हैं उनको यूज करते हैं तो फिर आप WP Smush जैसी प्लगइन को यूज कर सकते हो और अपनी इमेजेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट पे यहां पर आ जाऊं तो मेक श्योर इमेजेस आर प्लेस्ड एट द राइट प्लेस, प्लेसमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब गाइस इस लाइन का सीधा सा मतलब ये गाइस हमें देखना है कि जो हमारी इमेज है वो सही टेक्स्ट के साथ है या नहीं, मतलब जहां पर इमेजेस को प्लेस करना चाहिए वहां पर इमेजेस प्लेस्ड हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि इमेजेस बहुत ही छोटी सी है, ठीक है, ना तो उसके डायमेंशंस हमने क्लियर किए, ना तो हम लुक एंड फील देख रहे हैं पेज का। अब इमेज बड़ी छोटी सी और बिल्कुल नीचे जाकर लगाई गई है, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब इमेजेस का जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत मैटर करता है एक वेब पेज के ऊपर। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि इमेजेस सही जगह पर जो है ना वो प्लेस हो आपकी। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, विच इज सिक्स। सारे पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वरना मैं अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो बाद में आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेवंथ पॉइंट की यहाँ पर बात करूं, नेवर पुट टेक्स्ट ऑन इमेजेस, पुट टेक्स्ट ऑन कॉन्टेंट। कहने का मतलब बहुत सारे केसेस मैंने देखा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इमेजेस के ऊपर भर भर के जो टेक्स्ट है वो मेंशन कर देते हैं, उसका कोई पर्पस नहीं निकलता और इमेजेस भी जो है उतनी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको टेक्स्ट यूज करना है किसी कॉन्टेक्स्ट में तो फिर टेक्स्ट को आप कंटेंट में यूज करें, ऐसा ना करें कि इमेजेस के ऊपर ही आप टेक्स्ट को लिख दें। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू इमेज एसईओ जो आपको ध्यान रखना है। एट्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो इमेजेस हैं वो रेस्पॉन्सिव है। अब रेस्पॉन्सिव इमेजेस का सीधा सा मतलब ये है कि इमेजेस जो है ना वो आपकी डिवाइस फ्रेंडली होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपने बड़ी सी इमेज जो यूज करी, जब वो इमेज जो है मोबाइल पे ओपन करी जाती है तो आधी इमेज जो है वो कट जाती है, ठीक है। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जितनी भी इमेजेस है वो रिस्पॉन्सिव हो। अभी जो इमेज रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर है गाइस, ये वर्डप्रेस में अगर आप समझो तो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आया था, पहले नहीं था, बट आफ्टर वर्डप्रेस 4.4 वाला वर्जन जो है ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस जो है हमारी इमेजेस को रिस्पॉन्सिव कर देता है। बट अगर कोड के थ्रू किया जाए तो सोर्स सेट यूज होता है विच इज SRC/SET, ठीक है। और इस टाइप से जो हमारी इमेज होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को यूज किया जाता है, स्मॉल मीडियम लार्ज, इस टाइप से कोड करके उनको यूज किया जाता है ताकि जहां पर भी जिस टाइप के भी डायमेंशन की जरूरत हो वो लिया जा सके। जैसे टैबलेट पे छोटा जो है डायमेंशन दिखेगा डेस्कटॉप के कंपैरिजन में, उसके बाद अगर हम मोबाइल की बात करें तो टैबलेट से भी छोटा जो डायमेंशन है वो वहां पर शो होगा। तो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इमेजेस आर आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। उसके बाद गाइस जो नाइन्थ और फाइनल पॉइंट है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि गाइस जहां पर भी हमें जरूरत पड़े वहां पर हम वेक्टर इमेजेस को यूज कर सकते हैं। वेक्टर इमेजेस का जो फॉर्मेट होता है दैट इज बेसिकली SVG इमेजेस। तो गाइस कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो इमेजेस होती हैं चाहे JPG इमेज वगैरह हो, जब आप उसको जूम करते हो ना तो वो इमेज पिक्सेलेट होने लगती है, ठीक है। आप जिसको बोलते हो कि इमेज थोड़ी सी फटने लगती है, उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। बट SVG इमेजेस जो होती है, मतलब अगर हमें कुछ जो है लाइन डायग्राम्स टाइप के यूज करने हैं, लोगोस टाइप के यूज करने हैं, तो जो हमारी JPEG इमेजेस वगैरह होती है वो पिक्सल के फॉर्मेट में होती है, वहीं पर जो SVG इमेजेस होती है वो लाइन के फॉर्मेट में होती है। तो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा जूम भी करते हो तो फिर वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां भी चाहो वहां SVG इमेजेस ही आप यूज़ करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। जहां पर जरूरत आपको लग रही है कि कहीं लोगो वगैरह है तो वहां पर आप SVG इमेज यूज कर सकते हो, या कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह अगर आपको यूज करने हैं तो वहां पर आप जो है वो इमेजेस यूज कर सकते हो, SVG इमेजेस। गाइज इमेज को लेकर एक दूसरा कंसर्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये है कि इमेजेस के साइज को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जितनी भारी इमेजेस होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके लिए। जो मैंने बताया आपको कि एक स्टैंडर्ड तो ये होता है कि हमारी इमेज जो है वो अंडर 100 KB होनी चाहिए, बट उसके अलावा भी WP Smush नाम की एक बहुत ही फेमस प्लगइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इमेज कंप्रेशन की ज़रूरत है। गाइस यहाँ पर ये लगभग 9 आप देख सकते हो, यहाँ पर 9 मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए जो मोर देन इनफ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर करते हैं विद रिगार्ड्स टू इमेज एसईओ। अगर आप इन 9 पॉइंट्स के ऊपर भी ठीक तरीके से फोकस करते हैं, विच मीन्स दैट कि आपका जो इमेज एसईओ है या इमेज रिलेटेड जो भी आपका ऑप्टिमाइजेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
गाइस, जब कभी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से अपनी वेबसाइट की रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो पोजीशन आती है वो ये होती है कि हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर अपने आप को फर्स्ट पेज के ऊपर लाना चाहते हैं, या टॉप 5 में लाना चाहते हैं, या टॉप 10 रिजल्ट्स में दिखाना चाहते हैं, या फिर पहली पोजीशन के ऊपर हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वहीं पर अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होता है उसमें आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से और कितनी जगहों पर दिखा सकते हो, तो ज्यादातर लोगों का जो आंसर होगा वो होगा कि हम दो तरीकों से जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में अपनी वेबसाइट की पोजीशंस बना सकते हैं। या तो हम पेड एड्स रन करेंगे या फिर हम लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसईओ। बट गाइस, क्या आपको पता है 10-12 से भी ज्यादा ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं। गाइस, जब कभी भी हम बिजनेस की विजिबिलिटी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है गाइस कि केवल और केवल हम एक ही पोजीशन को टारगेट करेंगे कि बस ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में बस हमारी पोजीशन आ जाए, बस दैट्स इट, और हम कुछ नहीं चाहते। ऐसा नहीं गाइस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ऐसी बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, पोजीशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जहां पर भी हम अपने कंटेंट को विजिबल करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। गाइस, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जहां पर हम अपने बिजनेस की विजिबिलिटी जो है वो करा सकते हैं ताकि हमें बिजनेस मिले। फाइन, तो गाइस इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली फीचर्ड स्निपेट। बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि फीचर्ड स्निपेट सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कहाँ होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पर मैंने एक क्वेरी करी है, एक आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, और जैसे मैंने ये सर्च किया आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने ये जो टॉप में आपको रिजल्ट दिख रहा है दिस इज बेसिकली पोजीशन 0, या इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा फीचर्ड स्निपेट का रिजल्ट। तो गाइस, ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या फोकस करते हैं कि यहाँ पर पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर कहीं पर हम शो हो जाए। बट गाइस, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, प्लेसेस होती हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जहाँ हम अपनी विजिबिलिटी दिखा सकते हैं। उनमें से ही एक है हमारा फीचर्ड स्निपेट जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। गाइस, क्या ऐसे स्टेप्स हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो कंटेंट है वो फीचर्ड स्निपेट में रैंक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पर बहुत डिटेल बताऊंगा आपको किस टाइप से हम लोग फीचर्ड स्निपेट में अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं। बट उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या क्या पोटेंशियल है। तो गाइस, पहला ऑप्शन आपने देख लिया फीचर्ड स्निपेट। सेकंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें दैट इज एक्चुअली पीपल ऑल्सो आस्क फॉर। तो यहीं पर अगर हम लोग नीचे आ जाए, जैसे मैंने क्वेरी करी थी हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल, तो अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीपल ऑल्सो आस्क का भी सेक्शन दिख रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर ओपन करूं तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट यहाँ पर रैंक हो रही है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू हॉरिजॉन्स की वेबसाइट रैंक हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप अपने आप को रैंक करना चाहते हो गाइस, तो आपका जो वेब पेज है उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपका कंटेंट, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका जो कंटेंट है या वेब पेज है वो पीपल ऑल्सो आस्क फॉर वाले सेक्शन के अंदर रैंक हो जाए। तो गाइस, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थर्ड फीचर की, तो इमेजेस और वीडियो सर्चेस का भी ऑप्शन होता है गाइस। यहाँ पर हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो इमेजेस का भी ऑप्शन होता है, एंड एज वेल एज इमेजेस के बगल में अगर आप देखो तो यहाँ पर वीडियोस का भी ऑप्शन होता है। तो गाइस, अगर आपका कंटेंट वीडियो के फॉर्म में है और नहीं है तो आप प्रिपेयर करें, वीडियो के फॉर्म में भी कंटेंट बनाएं, उसको यूट्यूब पे होस्ट करें, उसको यहाँ पर रैंक कराने की कोशिश करें। फाइन, तो गाइस, हम लोग जो बेसिकली बात करें वो अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में एज अ बिजनेस ओनर या एज अ वेबसाइट ओनर मेरे पास कौन कौन सी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके थ्रू हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें दैट इज एक्चुअली वीडियो कराउजल्स। वीडियो कराउजल्स आर बेसिकली जो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं इमेजेस वाले या वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर नहीं याद हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक वीडियो कराउजल टाइप से आपको कभी कभी यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दैट इज बेसिकली वीडियो कराउजल रिजल्ट, जहाँ पर भी आप अपने कॉन्टेंट को शो करा सकते हैं या रैंक करा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गाइस, उनका गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट ही नहीं है। वो गूगल एड्स की बात करते हैं, वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात करते हैं, वो एसईओ की बात करते हैं, बट गूगल माई बिजनेस के ऊपर उनकी प्रोफाइल ही नहीं बनी हुई। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ डेंटिस्ट नियर मी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं दीज आर बेसिकली गूगल माई बिजनेस रिजल्ट्स। तो अगर आपका बिजनेस, भले आप उसका एसईओ कर रहे हैं वेबसाइट का, राइट, और उसको ऑर्गेनिकली रैंक कराना चाहते हैं, उसके बाद भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप जो है गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स में भी आप जो है वो टॉप पे आ सके। तो ये एक और पोटेंशियल आपके सामने बनता है। सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो विच इज एक्चुअली नॉलेज पैनल। तो अगर मैं दिखाऊं, जैसे यहाँ पर एक क्वेरी करी मैंने, और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो दिस इज द नॉलेज पैनल। कभी कभी यहाँ पर नॉलेज पैनल आप देखते हो, कहीं कहीं पर आप नॉलेज कार्ड भी देखते हो। नॉलेज कार्ड इज बेसिकली कैपिटल ऑफ इंडिया।
ये मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो कुछ इस टाइप से आपको जो है रिजल्ट दिखाई देता है, दैट इज एक्चुअली नॉलेज कार्ड। यहाँ पर आपको नॉलेज कार्ड दिखता है और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो दिस इज एक्चुअली नॉलेज पैनल। तो इस टाइप से भी हमारा जो कंटेंट है वो रैंक हो सकता है। उसके बाद 7th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो विच आर एक्चुअली टॉप स्टोरीज। तो अगर मैं यहाँ पर वापस नरेंद्र मोदी एक बार टाइप करता हूँ, नरेंद्र मोदी टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप स्टोरीज आपको दिख रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप की है, न्यूज़ वगैरह टाइप की अगर आपके पास वेबसाइट है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप टॉप स्टोरीज में भी जो है वहां पर भी विजिबिलिटी जो है वो गेन कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो का केवल एक ही पर्पस था कि आपका एक इस टाइप से माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि नहीं हमें एक चीज़ के पीछे ही भागना नहीं है, और भी बहुत सारे पोटेंशियल है जहां पर हम लोग एफर्ट्स करके वहां पर भी हम लोग रैंकिंग ला सकते हैं। हो सकता है वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, बट पोटेंशियल तो है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोटेंशियल है गाइज। अगर मैं कहता हूं कि ऑर्गेनिक रिजल्ट से आपको 100 का ट्रैफिक मिलता है, मान के चलते हैं, और आपको ये जो दूसरे जो फीचर्स होते हैं उनके थ्रू आपको 5 का भी ट्रैफिक मिलता है, तो प्रॉब्लम क्या, अगर 5 का भी ट्रैफिक मिल रहा है तो एक एड ऑन ही तो हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपका ट्रैफिक कम हो रहा है, थोड़े से आपके एफर्ट्स करने से आपका ट्रैफिक जो है वो एड ऑन ही हो रहा है। उसके बाद अगर 8th पॉइंट की मैं बात करूं, दैट इज एक्चुअली द रिच स्निपेट्स। तो रिच स्निपेट्स के रिजल्ट्स के ऊपर भी सीटीआर वगैरह बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो गाइस अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, आप देखते हो मैंने क्वेरी करी, बड़ी जनरल सी क्वेरी करी, विच इज एक्चुअली पनीर रेसिपी, और यहां पर अगर आप देखो तो ये जो रेसिपी वाले रिच स्निपेट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द रिच स्निपेट्स। और उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे रिजल्ट्स में आपको नीचे जो है वो स्टार रेटिंग्स वगैरह दिखती हैं, रिव्यूज वगैरह दिखते हैं, तो दोज आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिच स्निपेट्स। तो आप देखें कि रिच स्निपेट्स के बेसिस पर भी आपका जो कंटेंट है अगर वो रैंक होता है, या रिच स्निपेट्स के साथ अगर आपका कंटेंट जो है रैंक होता है, तो वहां पर सीटीआर वगैरह के भी इंप्रूव होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक और पोटेंशियल आपके पास बनता है एसईआरपीज में अपने कंटेंट को रैंक करने के लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर 9th और लास्ट पार्ट है, दैट इज एक्चुअली द एड्स। की एड्स के बारे में तो आपको पता ही कि अगर हमें गूगल के ऊपर जो है पेड एडवर्टाइजमेंट्स करने, सर्च एड्स बेसिकली रन करने हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हम एक तो टॉप में अपने एड्स जो है वो दिखा पाते हैं, और बॉटम में सर्च इंजन रिजल्ट पेज के हम अपना एड दिखा पाते हैं। गाइस कई बार हम ज्यादातर एफर्ट एक ही डायरेक्शन में करते हैं, और ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल्स को हम लोग मिस कर जाते हैं। गाइस इन पोटेंशियल को भी हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि हर एक चीज के लिए किस टाइप से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और वहां पर अपने कंटेंट को रैंक कराना चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म के पीछे, एक ही चीज के पीछे अगर आप भागेंगे तो उसी के पीछे मतलब वहीं से आपको बस पोटेंशियल मिल पाएगा, और जो दूसरे सोर्सेज हैं पोटेंशियल के उनको आप उतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। स्कीमा डेटा, या आप लोग कह लो स्कीमा मार्कअप, हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ समझने वाले हैं स्कीमा मार्कअप के बारे में। तो गाइज जो ये वीडियो है, ये वीडियो लेक्चर है, बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्कीमा डेटा क्या होती है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, और किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के जो रिजल्ट्स हैं उनका जो अपीयरेंस है उसको इफेक्ट कर सकता है, और किस टाइप से इफेक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, और क्यों हमें स्कीमास के ऊपर इतने ध्यान देने की जरूरत है। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये देखेंगे किस टाइप से हम लोग स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट की अगर हम लोग बात करें, वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो क्या वहां पर प्लगइन्स इस चीज का सपोर्ट देती हैं, और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोग किस तरीके से जो स्कीमास हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हमारे स्कीमास क्रिएट हो गए, उसके बाद हम किस टाइप से जो स्कीमा है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या वो कस्टम वेबसाइट हो, कस्टम कोडेड वेबसाइट हो, किस तरीके से हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर स्कीमास क्या कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे मैंने एक नॉर्मल सी क्वेरी करी हुई है, पास्ता रेसिपी। तो जब मैं ये क्वेरी करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारे मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे वीडियोस के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो नॉर्मल हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जिस तरीके से रिजल्ट दिखते हैं कि यूआरएल होता है, देन जो है उसके बाद जो आप देखते हो टाइटल होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, बस इतने ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये कुछ एडिशनल चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। रेटिंग्स क्यों यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, मान भी लेते हैं रेटिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस वाले रिजल्ट में या जो दूसरे रिजल्ट हैं इस वाले रिजल्ट में रेटिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही है, इस वाले रिजल्ट में रेटिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ये वाला जो रिजल्ट है बिल्कुल यूनिक क्यों दिख रहा है। तो रेटिंग्स के मायने में भी देखें तो यहाँ पर ये यूनिक दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं रेसिपी कार्ड के ऊपर, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ रिजल्ट्स बहुत ही अलग तरीके से दिख रहे हैं, और ये इतने हाईलाइटेड तरीके से दिख रहे हैं कि चांसेस हैं कि अगर कोई बंदा
जो है पास्ता रेसिपी सर्च करता है तो वो इस वाले कार्ड के ऊपर क्लिक करे या इस वाले जो रिजल्ट है उसके ऊपर क्लिक करे या सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो इस टाइप का अपीयरेंस दिखा रहा है इसके ऊपर क्लिक करे। कहने का मतलब यहां पर सीटीआर भी अच्छा होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि ये रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट तरीके से हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एक बात तो हमें समझ में आई, एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, यहां पर मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मैंने सर्च किया हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बड़ी बेसिक सी क्वेरी करी हुई है। अब यहां पर अगर आप आए रिजल्ट नंबर 9 के ऊपर तो आप देखोगे यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें हमारे जो यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसके साथ हमें यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है, क्योंकि जनरली तो यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही होता है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कहां से आई? क्यों गूगल के एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर जो है वो दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है और कैसे दिखा रहा है और क्या हम दिखा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा पास्ता रेसिपी वाला, फिर ये वाला देखा। अब और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां पर गाइस मैंने एक और क्वेरी मारी हुई विच इज एक्चुअली करियर स्कोप इन डिजिटल मार्केटिंग, ये क्वेरी करी। और यहां पर अगर आप देखो रिजल्ट नंबर 8 के ऊपर मैं आता हूं तो आप देखते हो यहां पर मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर। मतलब मान लेते हैं कि यहां पर एक वेबसाइट भी रैंक हो रही है और उसके साथ साथ जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख रहे हो कि वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में यहां पर रिजल्ट दिख रहे हैं। ओके, इस चीज को भी नोट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, यहां पर आ जाते हैं हम लोग हमारे फोर्थ एग्जाम्पल के ऊपर, जहां पर मैंने क्वेरी मारी थी स्टेप्स टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि फीचर्ड स्निपेट वाले पोजीशन के ऊपर जो यहां पर एक वेबसाइट है वो रैंक हो रही है। और अगर आप इसका अपीयरेंस देखो और थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं आपकी वेबसाइट के, अगर मोबाइल के ऊपर इस टाइप से रिजल्ट दिखेंगे तो आप इस चीज को मानोगे कि ये रिजल्ट का जो व्यू है ये इतना लेंदी है, मतलब अपीयरेंस इतना लेंदी है कि जिस भी बंदे के सामने रिजल्ट आएगा ना उसकी मोबाइल स्क्रीन को ऑलमोस्ट 80% जो है ये कवर कर लेगा, 70 to 80% ये रिजल्ट कवर कर लेगा। गाइज अगर वो जो भी व्यूअर होगा, जो भी बंदा जो है वो इस रिजल्ट को देख रहा है उसके 70-80% मोबाइल को अगर कवर कर लेगा तो चांसेस भी तो है हाई सीटीआर के, मतलब फायदे की चीज तो है। ये बात तो समझ में आ गई कि फायदे की चीज है। और यही रिजल्ट नहीं, जितने भी रिजल्ट्स आपने देखे यहां पर, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, जैसे मैं इस वाले रिजल्ट की बात करता हूं, जो भी रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, हमें ये समझ में आया कि ये सारे रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट तरीके से जो है वो अपेयर हो रहे हैं। जब गाइस थोड़े से डिफरेंट तरीके से अपेयर हो रहे हैं और साथ ही साथ काफी हाईलाइटेड वे में जो है ना वो अपेयर हो रहे हैं, मतलब हाईलाइट हो रहे हैं, इनके साथ जो एडिशनल जो ये रिजल्ट्स हैं इनके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो रेटिंग्स हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो ये जो लिस्ट है ये आप देख रहे हो यहाँ पर, चाहे वो जो दूसरे कोई भी एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे ये अपेयर हो रहे हैं, ये हाईलाइटेड फॉर्म में, मतलब ये अगर एलिमेंट्स आते हैं तो चांसेस हाई हैं कि बंदा जो है वो सामने से क्लिक करेगा। और अगर सामने से क्लिक करता है तो एज एसईओ पर्सन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारी वेबसाइट का जो सीटीआर है वो इंप्रूव हो रहा है। अब थोड़े से बेसिक्स के ऊपर वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्यों गूगल इस टाइप के रिजल्ट्स को दिखा रहा है। वो सवाल बाद में आएगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, बट इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि गूगल इस टाइप के जो रिजल्ट्स है वो क्यों दिखा रहा है, क्यों कुछ वेबसाइट्स का जो अपीयरेंस है या वेब पेजेस का जो अपीयरेंस है सर्च इंजन रिजल्ट पेज में वो बिल्कुल यूनिक तरीके का है। तो भाई जब से हम लोगों ने एसईओ शुरू किया है ना तब से हम लोग इस बात को समझते आ रहे हैं कि जितने अच्छे तरीके से जो गूगल का सिस्टम है, गूगल का क्रॉलर और एल्गोरिथम है, आपका जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर, जितने अच्छे तरीके से वो उस कंटेंट को समझ पाएगा उतने ही अच्छे तरीके से वो उस कंटेंट को रिप्रेजेंट भी कर पाएगा या शो भी कर पाएगा। इस चीज को और आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहो तो मान के चलते हैं कि मुझे अगर हिंदी आती है, ठीक है, मैं हिंदी को समझता हूं, ठीक है, और आप मेरे से बात कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हो सकता है मैं समझ जाऊं उस चीज को, बट मैं बेहतर तरीके से उस चीज को नहीं समझ पाऊंगा। वहीं पर अगर मैं हिंदी समझता हूं और आप हिंदी में बात कर रहे हो मेरे से, तो मेरे को आपकी सारी बात जो है वो समझ में आएगी। गाइस यही कोशिश तो हम लोग बार बार कर रहे हैं, गूगल के एल्गोरिथम को यही समझाने की तो कोशिश करते हैं हम लोग बार बार, किस तरीके से कि हमारा वेब पेज किस बारे में है। क्योंकि जब यूजर कोई क्वेरी करेगा, यूजर कुछ सर्च करेगा, तो हम चाहते हैं हमारा वेब पेज जो है वो रैंक हो। तो हम ये गूगल को इंडेक्स कराना चाहते हैं, हमारे वेब पेज को इंडेक्स करा के गूगल को ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई हमारा जो वेब पेज है ना इस स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल को समझाने के लिए हम टाइटल में अपना कीवर्ड डालते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, हम पेजेस के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे डालते हैं, हम H1 में डालते हैं अपना कीवर्ड, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। तो गाइस जब से एसईओ शुरू हुआ है, जब से हम लोगों ने एसईओ पढ़ना शुरू किया है, तब से हम इसी चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं या इसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं कि गूगल का सिस्टम ना हमारी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ जाए। वेबसाइट से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम शब्द वेब पेज यूज करें कि हमारे इस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर क्या कंटेंट है। अगर ये गूगल
बेहतर तरीके से समझ गया तो फिर वो राइट क्वेरीज के ऊपर, राइट कीवर्ड्स के ऊपर हमारे वेब पेज को रैंक भी करा देगा, और यही हम चाहते हैं। तो गाइस, गूगल की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूं, यहां पर आप देख सकते हो। जैसे मान के चलता हूं कि गाइस ये मेरी एक वेबसाइट है, ये यहां पर मान के चलता हूं मैं, ये मेरा एक वेब पेज है और ये गूगल का क्रॉलर है, या आप इसको मान सकते हो ये गूगल का एल्गोरिथम है, राइट। तो जब गाइस गूगल का क्रॉलर जो है वो आपके इस वेब पेज के ऊपर आएगा, तो वेब पेज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वहां जो भी इंफॉर्मेशन है, उससे ये आपकी वेबसाइट के बारे में समझने की कोशिश करेगा, या आपके वेब पेज के बारे में समझने की कोशिश करेगा। अब गाइस आपको पता है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है, ये तो एक क्रॉलर है। हो सकता है आपने अपनी वेब पेजेस के ऊपर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस को यूज किया हो, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया है, हिंदी लैंग्वेज को यूज किया है, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया है। तो गाइस कोई भी मशीन हो सकता है इस टाइप की लैंग्वेजेस को समझने में थोड़ी सी जो है उसको परेशानी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने ह्यूमंस की बात करी कि जैसे मुझे अगर हिंदी आती है और आप मेरे से फ्रेंच में बात करो तो मुझे समझने में प्रॉब्लम होगी। मैं समझ जाऊंगा, टूटी फूटी चीजें समझ जाऊंगा, आपकी अप्रोच है उससे कुछ ना कुछ समझ जाऊंगा, बट 100% मैं उस चीज को समझ पाऊं, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे तो फ्रेंच आती नहीं। सेम यहां पर भी है गाइस, जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, जो सिस्टम्स होते हैं, जो ये क्रॉलर्स होते हैं, इनकी गाइस लैंग्वेज अलग होती है। ये कुछ मशीन ड्रिवन चीजों को समझते हैं गाइस, इसीलिए तो हम लोग टाइटल टैग में अपने कीवर्ड्स को रखते हैं, इसीलिए तो हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को रखते हैं। क्योंकि जब क्रॉलर आएगा तो देखेगा टाइटल टैग है ये, जब क्रॉलर आएगा देखेगा ये H1 टैग है, तो उसको समझ में आएगा कि H1 टैग मतलब जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने लिखा क्या है, उसको ये समझ में आ रहा है कि H1 टैग मतलब इंपॉर्टेंट, तो वो H1 टैग को पहचानता है। तो टैग इज बेसिकली जो हमारी HTML की लैंग्वेज है वो है, उसको क्रॉलर समझ रहा है। आप इंग्लिश, हिंदी, फारसी, उर्दू ये लिखोगे, ये क्रॉलर नहीं समझ रहा है, मतलब उसको रीड करके इंटरप्रेट तो कर लेगा, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से उसको नहीं समझता। बहुत बेहतर तरीके से वो कुछ स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसको समझता है। तो गाइज, अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट के बारे में बेहतर तरीके से समझ गया तो वो बेहतर तरीके से आपकी वेबसाइट के रिजल्ट्स भी शो करा सकता है। अब इसी चीज में सारी चीज छुपी हुई है गाइज। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिजल्ट्स है ना, ये थोड़े से स्पेसिफिक तरीके से या थोड़े से अलग तरीके से आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब जो क्रॉलर है या गूगल है, क्योंकि गूगल रिजल्ट पेजेस के ऊपर जो है ये अलग तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब गूगल ने अलग तरीके से इन पेजेस को समझा है, तभी वो इसको बिल्कुल अलग तरीके से दिखा रहा है। इस पेज को उसने अलग तरीके से नहीं समझा, ठीक है, नॉर्मल ही दिखा उसको ये पेज, और इस वाले पर्टिकुलर पेज को वो अलग तरीके से समझ रहा है। अलग तरीके से समझाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे टाइटल में कीवर्ड डाला, बार बार वही एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाला। इसी तरीके से गाइस हम लोग एक स्कीमा डेटा जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिसको आप लोग स्कीमा मार्कअप बोलते हो। स्कीमा मार्कअप हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे वेब पेज के ऊपर लगा देते हैं। तो स्कीमा मार्कअप हमारे वेब पेज की कुछ इंफॉर्मेशन है एक ऐसी लैंग्वेज में जो क्रॉलर बेहतर तरीके से समझता है। फिर से, स्कीमा मार्कअप क्या है? स्कीमा मार्कअप एक कोड है और उस कोड के अंदर हमारे ही वेब पेज की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बट ऐसी लैंग्वेज में कोड करके वो इंफॉर्मेशन है जिसको क्रॉलर बेहतर तरीके से समझता है। तो गाइस, इस टाइप के जो स्कीमा डेटा होती है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। स्कीमास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे वेब पेज के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, हमारी वेबसाइट किस बारे में है, इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि हमारा जो स्कीमा टाइप है वो क्या होगा। गाइस, हम लोग अपने स्कीमास को क्रिएट करेंगे। स्कीमास को क्रिएट करने के बाद उन स्कीमास को हम अपने वेब पेजेस के ऊपर लगा देंगे। अब जब गूगल का क्रॉलर आएगा ना, तो हमारे वेब पेज को रीड करेगा। जैसे आप लोगों को पता ही कि गूगल का जब क्रॉलर आएगा तो इंडेक्स करने से पहले हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। तो जब क्रॉल करेगा वो, तो सब कुछ देखेगा हमारी वेबसाइट का कंटेंट। वहां पर उसे एक स्कीमा भी दिखाई देगा, उसे एक स्कीमा कोड भी दिखाई देगा, स्कीमा डेटा भी दिखाई देगी। तो देखेगा कि स्कीमा में क्या लिखा हुआ है। अब स्कीमा में जो चीजें लिखी हुई हैं या स्कीमा में जो चीजें मेंशन है, उसको बेहतर तरीके से गूगल समझ सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्कीमा मार्कअप। तो गाइस, ये स्कीमा मार्कअप आया कहां से, किसने बनाया, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई? तो गाइस, सर्च इंजन्स ने खुद मिलके बना दिया इसको आप ऐसे समझो कि ये एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसको सर्च इंजन समझते हैं, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए स्कीमा एक जो है, आप ऐसे समझ लो, यहां पर जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं बहुत ही जनरल शब्द यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। हम ये मान के चलते हैं कि स्कीमा एक ऐसी कॉमन, स्कीमा डेटा एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसको सारे सर्च इंजन्स जो है वो पहचानते हैं कि भाई हम इस लैंग्वेज को समझते हैं। तो सभी सर्च इंजन्स ने मिलके जो है वो स्कीमा को डेवलप कर दिया। आप देख सकते हो यहां पर एक schema.org करके एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप देखो, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। और यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो देखो,
फाउंडेड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू एंड इंडेक्स। ये सब क्या है? ये सारे सर्च इंजन्स हैं। Vocabularies are developed by an open community using the public schema org, mailing list and through GitHub, right? तो गाइस ये एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। सभी सर्च इंजन्स ने मिलकर कहा हम तो भाई ये लैंग्वेज समझते हैं, अगर कोई भी वेब मास्टर या वेबसाइट ओनर्स जो हैं वो इस लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट डालते हैं या इस लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट के बैकएंड में कुछ कंटेंट डालते हैं, तो हम तो आपके वेबसाइट के कोड को भी एक्सेस करते हैं। तो जब आप अपने वेबसाइट के कोड में जो है स्कीमा डेटा डालोगे, तो जब क्रॉलर आएगा कोड को एक्सेस करेगा तो उससे वो और बेहतर जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेगा। तो गाइस एसईओ में 70 to 80% काम हम इसी चीज का करते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या कंटेंट है इसके बारे में और बेहतर तरीके से जो है वो गूगल को बता सके। जितने बेहतर तरीके से गूगल समझ सकता है उतने बेहतर तरीके से वो रिजल्ट भी हमारे लिए दिखा सकता है। तो क्या गाइस, अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है बात आपकी मान ली, तो क्या इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है? क्या यहां पर जो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं, मान लेते हैं यही वाला रिजल्ट है, तो क्या इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है? क्या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है? तो वैसे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं क्या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है। हाँ, यहां पर हम लोग आ जाते हैं। जैसे मैं रेसिपी वाली जो वेबसाइट है ये वाली, इसको ओपन कर लेता हूँ। दोनों तीनों जो रेसिपी की वेबसाइट है हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहां पर मैं कंट्रोल यू करता हूं। आपको पता है इसके कोड को देखने के लिए हमें कंट्रोल यू करना पड़ेगा। और गाइज यहां से मैं स्कीमा सर्च करता हूं कि क्या इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगा हुआ है। तो गाइस स्कीमा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो यहां पर मुझे एक स्कीमा दिख रहा है। देखो स्कीमा दिख रहा है और यहां पर भी स्कीमा है, ठीक है। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो स्कीमा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं और इसमें आगे बढ़ता हूं एक बार के लिए यहां पर, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे तो दिस इज अगेन अ स्कीमा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जैसे मैं ऊपर जाता हूं, ये देखो schema.org से रेसिपी टाइप का जो स्कीमा है वो यहां पर बना हुआ है। सो दिस इज बेसिकली द स्कीमास जो हमें वेबसाइट के ऊपर दिखाई देते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूं एक बार के लिए। मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। ये दूसरी वाली जो वेबसाइट है और इसके ऊपर भी मैं कंट्रोल यू करता हूं, कंट्रोल एफ करता हूं मैं। तो यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी आपको स्कीमास दिखाई देंगे। सी आप देख रहे हो ना, ये सारे जितने भी ये जो एलिमेंट्स आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द स्कीमा विच इज प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट, ठीक है। थोड़ा सा ये लाइन जो है ना वो एक लाइन में लिखा हुआ है, बट जब आप स्कीमास को खुद क्रिएट करके इंप्लीमेंट करेंगे तो वो इस टाइप से जो है लाइन बाय लाइन लिखा होगा, तो आपको स्कीमा का जो कोड है वो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको, ये योस्ट प्लगइन के थ्रू जो बना हुआ स्कीमा है वो ये है। तो यहाँ पर स्कीमास में अलग अलग जो है चीजें होती है, जैसे स्कीमा का ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, ठीक है। स्कीमा का जो टाइप है वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के स्कीमास होते हैं हम लोगों के। तो गाइज आपको समझ में आ रहा है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर कुछ स्कीमा डेटा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक और वेबसाइट हम लोगों ने ओपन करी थी जो बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेज में थोड़े से डिफरेंट तरीके से दिख रही। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर भी सर्च करता हूँ स्कीमा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आप देखो ये जो स्कीमास जनरेट हुए हैं वो रैंक मैथ वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू जनरेट हुए हैं। और यहां पर देखो तो ये वाले जो स्कीमा का टाइप है दैट इज एक्चुअली, अगर आप देखो यहां पर तो इट्स अ प्लेस टाइप ऑफ स्कीमास, राइट। इस तरीके से मैं नीचे आ जाता हूं, देखते हैं और भी हैं क्या स्कीमास। यहां पर देखो पर्सन स्कीमा भी बना हुआ है, ठीक है। एक तो डिफरेंट टाइप्स के स्कीमास होते हैं। एक बात और आप नोट कर लें, एक वेब पेज के ऊपर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कीमास लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम एक से ज्यादा तरीके के स्कीमास एक वेबसाइट के ऊपर या एक वेब पेज के ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हो, बट वो स्कीमा का टाइप उस वाले वेब पेज के कंटेंट के रिलेवेंट होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा, फाइन। उसके बाद गाइस यहां पर ये वाले जो रिजल्ट था, ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करता हूं तो ये उसकी वेबसाइट है और ये वाला रिजल्ट काफी डिफरेंट तरीके का दिख रहा था। तो क्या इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर भी स्कीमा जो है वो लगा हुआ है? तो मैं कंट्रोल एफ करके यहां पर भी क्विकली ना स्कीमा फाइंड करता हूं। अब आप देखो ये वाला जो तरीका लगा हुआ है ना वो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ था, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये वेब पेज टाइप ऑफ स्कीमा जो है वो यहां पर मेंशन है। और क्या फर्दर स्कीमास और भी मेंशन है, तो आप देखोगे यहां पर देखो ब्लॉग पोस्टिंग टाइप ऑफ स्कीमा भी मेंशन है यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाओ तो यहां पर आप देखोगे दूसरे टाइप ऑफ स्कीमा का ये जो टाइप, दूसरा जो टाइप है दैट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। तो मैं तो एक ही पेज के ऊपर आया था ना, मैं तो इसी वाले ब्लॉग के पेज के ऊपर आया था। तो इसी ब्लॉग के पेज के ऊपर आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास लगे हुए। तो जो आपको यहां पर रिजल्ट दिख रहा था वो आपको क्यों इतना यूनिक टाइप ऑफ रिजल्ट दिख रहा था, वो इन्हीं रीजंस की वजह से आपको इतना यूनिक टाइप ऑफ रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि यहां पर डिफरेंट टाइप के जो स्कीमास हैं वो लगे हुए, जो बता रहे हैं कि यहां पर जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी ये हेडलाइंस हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ, जब गूगल के क्रॉलर
इस वेबसाइट के ऊपर आता है तो वेबसाइट के कोड को भी वो स्कैन करता है। तो वेबसाइट के कोड को स्कैन करेगा तो उसको दिखेगा कि अच्छा ये कुछ कोड टाइप का लगा हुआ है, और ये जो कोड की लैंग्वेज है, अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं, ठीक है, यहाँ पे जहां पर आप एंड स्कीमा देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो हमारा स्कीमा स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ, तो मैं अगर नोटपैड में आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इस टाइप के जो आपका स्कीमा का कोड होता है, ठीक है, वो ये होता है। तो ये तो कहाँ से जनरेट हुआ वो चीज़ थी मेंशन, तो वो हम हटा भी सकते हैं ताकि डेवलपर को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती, क्योंकि डेवलपर ने अगर कोड देखा हुआ है, ठीक है, तो उसको समझ में आए कि ये स्कीमा का कोड लगा हुआ है, इसलिए इस टाइप के कमेंट्स जो है वो कोड में दिए होते हैं। बट एक्चुअली जो स्कीमा है वो ये है। फाइन, तो आप यहां पर देख रहे हो कि हमारा जो स्कीमा टाइप है वो ब्लॉग पोस्ट स्कीमा टाइप है। अब ये जो लैंग्वेज है ना, @context, @type, हेडलाइन, ये सारी जो लैंग्वेज है जो आप देख रहे हो, ये गूगल के सिस्टम को और अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो उसको और अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाती है कि आपका वेब पेज किस बारे में, गूगल के सिस्टम को और क्लियर हो गया कि आपका वेब पेज किस बारे में, उसे पता चल गया किस टाइप की इंफॉर्मेशन है आपके वेब पेज के ऊपर, तो वो और बेहतर तरीके से जो है वो आपके रिजल्ट्स को शो करा, क्योंकि गूगल के इंडेक्स में अब और भी एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी है। तो गाइस ये बेनिफिट होते हैं स्कीमा डेटा के या स्कीमा मार्कअप के। फाइन, तो गाइस मैं यहां पर वापस आ जाता हूं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कीमा डेटा क्या होती है और किस तरीके से जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। और गाइस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास होते हैं, कौन सा स्कीमा किस वेब पेज के ऊपर लगाना है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उस वेब पेज का कंटेंट है वो क्या है, या वो जो वेबसाइट है आपकी वो किस टाइप की, राइट। तो अब आता है कि किस टाइप से हम लोग जो स्कीमास हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। गाइस मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि जो स्कीमा बेस्ड प्लगइन्स हैं उनके हेल्प से आप किस टाइप से जो है स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं, मैं एक सेपरेट इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से आप टूल्स को यूज करके जो स्कीमास हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टूल्स, ठीक है। तो इन टूल से जो आप स्कीमा के कोड को या स्कीमा डेटा जो आप क्रिएट करेंगे, राइट, वो स्कीमा डेटा आप कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर, एनी वेबसाइट के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, क्रिएट करने के लिए देयर आर मेनी जनरेटर्स, बहुत सारे जनरेटर्स हैं जो ये काम आपके लिए करके दे देंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर आपने एक बहुत ही भारी भरकम सा कोड देख लिया, अब आपको ये कोड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा या इस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी जो चीजें, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पर आपको टाइप करना है जनरेट स्कीमा मार्कअप, राइट। और यहां पर आप देख रहे हो जो ये पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, बस इसी को आपको यूज करना है। काफी फेमस है, काफी सही तरीके से आप स्कीमास बना सकते हो, बड़ा यूजर फ्रेंडली है, बड़ी आसानी से आप लोग स्कीमास यहां से बना सकते हो। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कीमास आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो जैसे मैं अगर बात करूं यहां पर मुझे बनाना है एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। देखो अगर मेरे को मेरी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, मान लेते हैं umartaskia.com के ऊपर लगाना है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट इसके ऊपर लगाना है, तो मुझे पता है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब मेरी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के लिए तो एलिजिबल है ही है, मतलब इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाइन, तो मैं यहां पर सर्च करता हूं, जैसे आप देखोगे यहां पर तो बहुत सारे आपको स्कीमास जो हैं वो दिखाई देंगे। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं और यहां पर मैं आपको दिखाऊं, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, तो मैं इसको क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो मैं ले लूंगा यहां पर, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर एडुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है अगर मेरी, और उसके अंदर भी अगर आपका कुछ प्री स्कूल है या कॉलेज यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल है तो वो भी आप सेलेक्ट कर, तो मैं इस चीज को एक बार जो और स्पेसिफिक टाइप है उसको मैं इग्नोर करता हूं। फाइन, तो भाई जैसे ही मैंने यहां पर जो है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया, आप देखो यहां पर जो स्कीमा है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, राइट। उसके बाद मैं नाम रख देता हूं यहां पर, जैसे मैं रैंडम सी चीजें यहां पर केवल मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। उमर तस्कीर एजेंसी मैं इसका नाम रख देता हूं। यहां पर हमारा अल्टरनेट है तो मैं लिख देता हूं जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर हमारा कुछ अल्टरनेट नेम है तो मैं वो मेंशन कर दूंगा यहां पर, राइट। इसके बाद गाइज यूआरएल, तो हमारी वेबसाइट का जो भी यूआरएल होगा, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर हम लोग लगाएंगे ना, ये तो सारे ही पेजेस के ऊपर हम लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के, मतलब यहां पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अबाउट अस पेज के लिए है और कॉन्टेक्ट अस पेज में जो हमारी वेबसाइट है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा तो है नहीं। तो हम चाहें तो इस पर्टिकुलर स्कीमा को अपनी वेबसाइट के सारे ही पेजेस के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां मैंने यूआरएल रख दिया। लोगो यूआरएल गाइस भी निकालना बहुत ईजी होता है, जैसे कि अगर मैं आ जाता हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहां पर जो हम लोग की डमी वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आ जाता हूं, तो जो भी लोगो यहां पर लगा होगा आपको राइट क्लिक करना है और यहां पर कॉपी इमेज एड्रेस जो है उसको ले लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम लोग कुछ भी ले लें, जैसे किसी दूसरी वेबसाइट का अगर मैं लोगो ले भी लेता हूं, यहां से मैं यहां जाता हूं और कॉपी इमेज एड्रेस मैं कर लेता हूं ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो मैं उस लोगो का यूआरएल यहां पर मेंशन कर दूंगा, फाइन। और उसके बाद जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं
वो मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे अगर हमारा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो है, या हमारी जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो फ़ोन नंबर है वो मैं मेंशन कर दूंगा, किस एरियाज़ में हम सर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो पॉइंट इस कि अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मेंशन ही कर देना है, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो ऑपरेट करती है। फाइन, तो गाइस ये हमने मेंशन कर दिया। हमारी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स होंगी वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जैसे फेसबुक का मेरे को यूआरएल मेंशन करना है, तो आई कैन गो हेड, और जो भी मेरा फेसबुक का यूआरएल होगा वो मैं यहाँ से, जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो भी हमारा फेसबुक का यूआरएल होगा, फेसबुक पेज का हमारे जो यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, या मैं अपना यूआरएल यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ तो मैं कर दूं, बट दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। हमें तो क्या करना है, हमें तो जो हमारा फेसबुक का पेज होता है उसका जो यूआरएल होता है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको क्विकली यहाँ से। ये हमारे फेसबुक का यूआरएल हो गया। इसी तरीके से जो हमारा ट्विटर का यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे मेरा अगर ट्विटर का यूआरएल ये है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा जो इंस्टाग्राम का यूआरएल है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम का क्या यूआरएल है। फाइन, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर मैं फेसबुक की जगह यहाँ ट्विटर लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। राइट, आप तो क्या करेंगे, आप तो निकाल लीजिएगा अपने जो भी आपके यूआरएल्स है, फर्दर जो भी आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं उनके जो भी यूआरएल्स होंगे उनको आप लोग जो है वो इस यहाँ पर डाल के जो है वो आप अपना स्कीमा डेटा यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि पैरेलली आपकी जो स्क्रिप्ट है ये क्रिएट हो गई, जो स्कीमा डेटा है वो यहाँ पर आपकी क्रिएट हो गई। फाइन, तो एक बार के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइस, और यहाँ पर मैं नोटपैड में रख देता हूँ। तो अभी मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, मैं बस केवल आपको समझा रहा हूँ। तो इस टाइप से मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पर रख लिया। उसके बाद गाइस कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर भी कॉपी दिया हुआ है, उससे भी कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको ये टेस्ट करना है कि आपका जो स्कीमा डेटा है, ठीक है, ये करेक्ट है या नहीं है। गाइस यहाँ पर हम लोग जाएंगे सिंपली, ठीक है, टेस्ट के ऊपर, और स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। फाइन, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमारा जो टेस्टिंग टूल है वो ओपन हो गया। अब इस साइड स्कीमा, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये मुझे बता देगा कि कोई भी एरर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट, और आप इस स्कीमा को अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब जो हमारा स्कीमा है वो परफेक्टली हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और विदाउट एरर। और अगर आपको एरर देखना भी है तो मैं यहाँ छोटा सा अगर कॉमा में चेंज करता हूँ उसके बाद रन करता हूँ तो आप देखोगे एरर आपको दिखाएगा। राइट, तो मेक श्योर कि एक बार आप जरूर चेक कर ले, क्योंकि ये कोड है, कभी कभी गलती हो सकती है आपसे। तो आप मेक श्योर करें कि जो स्कीमा है वो प्रॉपर हो, आपका जो स्कीमा डेटा है वो प्रॉपर हो, और तब जाकर आप फिर फर्दर उसको यूज करें। ऐसा नहीं कि गड़बड़ है और उसी को आप जाकर यूज कर दे रहे हैं, यहां पर गए और सीधे आपने इसको कॉपी कर दिया। एक बार टेस्ट जरूर कर लें। फाइन, तो इस टाइप से हम लोग अपने स्कीमास को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मान के चलूं कि मुझे पर्सन स्कीमा क्रिएट करना है, तो आप देखो ये पर्सन स्कीमा में आप देखो नेम, यूआरएल, प्रोफाइल पिक्चर, सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल से, मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल वेबसाइट है, ठीक है, या एक वेब पेज के ऊपर ऑथर के बारे में मेंशन किया गया, पर्सन के बारे में मेंशन किया गया, तो वहां पर हम लोग पर्सन स्कीमा जो है उसको यूज करेंगे। तो गाइज इट डिपेंड्स कि वेबसाइट का कंटेंट किस तरीके का है या वेब पेज का कंटेंट किस तरीके का है, उसके हिसाब से हम लोग जो है वो स्कीमा लगाते हैं। तो मान के चलते हैं गाइज कि अब अगर हम ये मान के चलें कि आपका कोई लेट्स से ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, फाइन, तो उसके लिए गाइस यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, हम लोग अगर लोकल बिजनेस के ऊपर जाते हैं तो लोकल बिजनेस में भी अगर आप देखो तो बहुत से टाइप ऑफ लोकल बिजनेस हमें यहाँ दिख रहे हैं। जैसे डेंटिस्ट का दिख रहा है, राइट, और उसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पर तो गवर्नमेंट ऑफिस दिख रहा है, फूड एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बिजनेस दिख रहा है। उसी तरीके से अगर मैं ट्रैवल की बात कर रहा था मैं, तो देखो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस दिख रहा है, और उसके बाद हम ट्रैवल एजेंसी का जो हमारा बिजनेस, उसका नेम, उसका इमेज यूआरएल, उसका यूआरएल वेबसाइट का यूआरएल, इमेज यूआरएल बेसिकली लोगो का यूआरएल, राइट। उसके बाद जो प्राइस रेंज है, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड, कंट्री, ये सारी चीज़ों को मेंशन करके जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसी टाइप की हम लोग स्कीमा डेटा जो है उसको क्रिएट कर लेंगे। इसी तरीके से जो एग्जाम्पल हम लोगों ने रेसिपी वाला देखा, आप लोग उसको भी क्विकली देख लें यहाँ पर। तो रेसिपी वाले में आप देखो तो रेसिपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये मांग रहे हैं हमसे कि रेसिपी का नेम क्या है, रेसिपी का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, इमेज यूआरएल इज बेसिकली दिस थिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इमेज जो है वो शो हो रही है, दैट इज बेसिकली द इमेज यूआरएल। तो वो इमेज जो है ना वो यहीं कहीं की होगी, इसी वेबसाइट की ही कोई इमेज के रिलेटेड होगी वो इमेज, राइट। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर गाइस हम लोग यहाँ पर आ जाएं, जैसे मैं वापस आता हूँ, तो इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो सब हमें मेंशन करने पड़ते हैं कि स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया, और वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के ऊपर भी होंगी। अगर आप देखो दिस इज द स्टेप, फर्स्ट स्टेप,
दिस इज द सेकंड स्टेप, उसी तरीके से ये थर्ड स्टेप है। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी तो हम लोगों ने स्टेप्स लगाए हुए हैं, स्टेप्स क्या हैं और स्टेप्स के साथ साथ उनकी इमेजेस क्या हैं, तो वही चीज तो हमें यहां पर मेंशन करनी है। तो अगर गूगल के सिस्टम को वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास स्कीमा होता है जो और अच्छे तरीके से क्रॉलर को या गूगल के सिस्टम को ये बता पाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो किस बारे में। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और उसके बाद यहां पर भी जो आपका स्कीमा है वो क्रिएट हो जाएगा, और आपका जो स्कीमा कोड है वो गाइस आपको कुछ इस टाइप का जो आपका स्कीमा कोड है वो आपको दिखाई देगा। फाइन। अब गाइस दूसरा सवाल क्या आता है, एक सवाल तो ये आता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि सर कितने स्कीमास हम एक पेज के ऊपर लगा सकते हैं। तो गाइस उस पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसके हिसाब से जितने भी रिलेवेंट स्कीमास आपको लग रहे हैं आप लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये बात आती है कि स्कीमा को हम कहां लगाएं, हम हेड में लगाएं या बॉडी में लगाएं। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती, बट आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि स्कीमा के अंदर वेबसाइट की ही इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं तो स्कीमा के अंदर वेबसाइट की ही इंफॉर्मेशन है, राइट। तो जब क्रॉलर आता है तो ऐसा नहीं कि वो केवल आपके हेड सेक्शन को क्रॉल करके निकल जाता है, वो आपके हेड सेक्शन को भी क्रॉल करेगा, बॉडी को भी क्रॉल करेगा, जो बॉडी वाला सेक्शन होता है उसको भी क्रॉल करेगा, फुटर को भी क्रॉल करेगा। तो क्रॉलर सारी ही इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है। तो आप चाहे जो आपकी स्क्रिप्ट है वो हेड सेक्शन में लगाओ, चाहे ये वाले जो स्कीमा मार्कअप है ये बॉडी सेक्शन में लगाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप जहां भी चाहो इसको लगा सकते हो। जब आप इसको लगा दोगे, जहां पर भी आपको लगता है आप उसको जब लगा दोगे, उसके बाद आप अपने वेब पेज को भी टेस्ट कर लो कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो स्कीमा है वो प्रॉपरली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। फाइन। बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हेड सेक्शन में लगा रहे हो या बॉडी सेक्शन में लगा रहे हो, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइस यहां हमारा स्कीमा बन चुका है। अब गाइज अगर मैं स्कीमा को इंप्लीमेंट करने की बात करूं वेब पेजेस पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक बार वर्डप्रेस के ऊपर बता देता हूं स्कीमास को आप किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं किस टाइप से आप लोग गूगल टैग मैनेजर की जो हेल्प है उसको लेकर किस टाइप से आप स्कीमास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आ जाता हूं हमारे वेबसाइट के ऊपर, और यहां पर मान लिया कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अबाउट अस पेज है, मैं इसको एडिट करता हूं। जो हमारा अबाउट अस पेज है, इस पेज के ऊपर मुझे कोई स्कीमा लगाना है, लेट्स से इस पेज के ऊपर लगाना है, तो मैं इस पेज को एडिट करूंगा, ठीक है। एंड स्कीमा इज बेसिकली अ कोड, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कीमा इज बेसिकली अ कोड। तो आप यहां पर जाओ, ठीक है, और यहां पर जाने के बाद आप एक सेक्शन जो है वो ऐड करोगे। कोई भी पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हो, कोई भी जो है एडिटर आप यूज कर रहे हो, इसी टाइप का इंटरफेस लगभग आपको दिखेगा। बस आप यहां से HTML जो है कस्टम HTML उसको सेलेक्ट कर लो, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करो, यहां पर कस्टम HTML अपना पेस्ट कर दो और उसको अपडेट कर दो। गाइस एक बात आप और ध्यान रखो कि जो आपका स्कीमा होता है ना, स्कीमा डेटा होती है, ये क्रॉलर के लिए, ये यूजर के लिए नहीं है। तो हमेशा ये कोड में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्कीमा जो है वो आपको ये कॉपी करके अपने पेज के ऊपर फ्रंट में लगा देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हमारा जो वेब पेज है इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं एक बार कि हमने स्कीमा जो है लगा दिया, और उसके बाद मैं इस पेज को व्यू कर देता हूं। अगर आप पेज को व्यू करोगे तो आप देखोगे यहां कहीं आपको स्कीमा दिख थोड़ी ना रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है आपको स्कीमा, ठीक है, जो हम लोगों ने कोड लगाया हुआ है। बट अगर मैं Ctrl+U करूं और यहां पर मैं स्कीमा को सर्च करने की कोशिश करूं, जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं स्कीमा को, तो गाइस मैं सर्च करके यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो तो ये वाला स्कीमा जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो हम लोगों ने अभी लगाया हुआ है स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्कीमा जो है, जो टाइप था एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वही वाला स्कीमा है ये जो मैंने कॉपी किया हुआ था। तो गाइस इस टाइप से हम लोग अपने स्कीमा को लगा सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो स्कीमा है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये तो एक तरीका हो गया अगर आप इसके थ्रू लगाना चाहते हैं तो। उसके अलावा गाइस वर्डप्रेस में एक बहुत ही छोटी सी बेसिक सी प्लगइन भी होती है, हेडर फुटर कोड मैनेजर करके एक प्लगइन होती है, जो भी आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी टाइप का जो कोड है, क्योंकि ये कोड ही है, ये स्क्रिप्ट ही है एक तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको लगाने का पता नहीं कौन सा तरीका होगा, ये स्क्रिप्ट ही है, कोड ही है, राइट। तो एक हेडर फुटर कोड मैनेजर करके हमारे पास जो है वो प्लगइन होती है, जैसे ये आप देख रहे हो हेडर फुटर कोड मैनेजर। इसके थ्रू भी आप जिस भी पेज के ऊपर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। मैं ऐड न्यू स्निपेट करता हूँ। स्निपेट इज बेसिकली कोड कि आपको एक नया कोड जो है वेबसाइट के ऊपर लगाना है। स्निपेट का नेम मैं रख देता हूँ, लेट से मैंने रख दिया, इस स्निपेट का नेम है ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, ठीक है। और स्निपेट का टाइप जो है वो आप HTML रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइट, पूरी साइट के ऊपर लगाना है तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है तो आप पूरी साइट के ऊपर लगा सकते हो। बट कुछ अगर स्पेसिफिक स्कीमा है, जैसे मैं बात करूं अगर कि हमारा कोई फैक्ट स्कीमा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसका एक डिफरेंट पेज है, या फैक्ट की जो इंफॉर्मेशन मैंने किसी एक पेज के ऊपर ही दी है,
और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम स्कीमा को जनरेट करना चाहते हैं, तो वो उस पेज पे लगाओगे आप। स्पेसिफिक पेज जो भी आपका होगा वो जैसे आप यहाँ पर डालोगे, आपके पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डिफरेंट पेजेस हैं, उसको ले सकते हो आप। और आपको कहाँ पर लगाना है वो आप देखते हो, बिफोर कंटेंट लगाना है, आफ्टर कंटेंट लगाना है, हेडर सेक्शन में लगाना है, सो ऑन ऑल डिवाइसेस करना है, और आपका जो स्निपेट कोड होगा उसको यहाँ कॉपी करके बस सिंपली आपको सेव कर देना है। दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं आपको। तो बेसिकली आपके कोड में ये चीज जानी चाहिए। तो यहीं से तो हम लोग एनालिटिक्स का कोड लगाते हैं भाई, इसी प्लगइन से तो लगाते हैं, वो भी तो कोड में ही जाता है। तो सेम चीज तो यही है कि हमारे कोड में जो स्कीमा का कोड है वो जाना चाहिए। तो वो जब कोड आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा और फिर क्रॉलर जो है वो आपके वेब पेज के ऊपर आएगा, तो वो उस कोड को रीड करेगा, और जब रीड करेगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम को जाएगी, उसके बेसिस पे वो बेहतर आपको रिजल्ट दिखा सकता है। अगर मैं इसी स्कीमा को मान के चलता हूं कि मैं अबाउट अस पेज के ऊपर जो है वो लगाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, तो गाइज वो भी हम लोग कर सकते हैं। मैं क्विकली जीटीएम के ऊपर आ जाता हूं। गाइज जीटीएम के ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जीटीएम को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं किस टाइप से आप जीटीएम की हेल्प से लगा सकते हैं। तो मैं न्यू के ऊपर जाता हूं और यहां पर मैं डाल दूंगा ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, और ये फायर हो रहा है ऑल पेजेस के ऊपर मान लेते हैं, या अगर मैं केवल इसको अबाउट अस पेज मान लेता हूं तो मैं अबाउट अस पेज केवल यहां मेंशन कर देता हूं, about us page, right? This is organizational schema about us page। and guys ये कोई कोड नहीं है, गूगल एनालिटिक्स नहीं है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग नहीं है। तो सिंपली आपको कस्टम HTML सेलेक्ट करना है, स्कीमा यहाँ डालना है, और यहाँ पर आ जाओ आप ट्रिगर में। और इसको ऑल पेजेस पे तो हम लोग कर नहीं रहे, कुछ स्पेसिफिक पेज के ऊपर कर रहे हैं। किस पेज के ऊपर? अबाउट अस पेज के ऊपर कर रहे हैं। और अबाउट पेज का जो मतलब अबाउट पेज को डिफाइन करने की जो कंडीशन है, दैट इज लाइक यहाँ पर जो हमारा पेज URL है मस्ट कंटेन अबाउट, ठीक है, इस टाइप से। और इसको गाइज हम लोग कर देंगे सेव, और सेव करने के बाद गाइज इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। फाइन, तो ये हमारा टैग बन गया। अब हम लोग सबमिट कर देंगे तो हमारा ये जो टैग है ये लाइव हो जाएगा, ये जो कोड है ये लाइव हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप स्कीमास लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है, दैट इज एक्चुअली कि किस टाइप से आप डेडिकेटेड जो प्लगइन्स होती हैं, डेडिकेटेड प्लगइन्स केवल स्कीमास के लिए, उसकी हेल्प से किस तरीके से आप लोग जो स्कीमास हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। बट अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर रॉ आपके पास कोड है। अब इस कोड को वेबसाइट पर लगाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए। अब जीटीएम वाला तरीका तो यूनिवर्सल तरीका है, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट बनी हो, अगर एक बार जीटीएम आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट हो चुका है तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं, जीटीएम के थ्रू ही आप लगा लेंगे। डेवलपर आपके पास है तो फिर ये कोड आप डेवलपर को दे दे, वो भी इंटीग्रेट कर सकता है। अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है तो वो भी उसके ऊपर इंटीग्रेट कर देगा। और फिर से वही बात आती है, अगर कस्टम वेबसाइट होगी तो डेवलपर होगा ही होगा, भाई कस्टम वेबसाइट बनाते ही डेवलपर है। तो गाइज बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास हमें क्रिएट करने का ऑप्शन मिलते हैं। मैं आपको एक बार फैक्ट पेज जो है उसका भी बता देता हूं। फैक्ट पेज इज बेसिकली, या फैक्ट टाइप ऑफ स्कीमा जो बनता है, फैक्ट पेज टाइप ऑफ स्कीमा, वो बेसिकली ये होता है कि जैसे आपके वेब पेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स में आपने कुछ चीजें मेंशन करी हैं, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में अगर आपने मेंशन किया हुआ है, तो वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, और फैक्ट स्कीमा बनाकर फिर आप कोड में ये चीज डाल सकते हैं। तो हो सकता है क्रॉलर जो पेज के ऊपर जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो यूजर्स के लिए आपने लिखा हुआ है, अगर क्रॉलर उसको समझ नहीं पा रहा है, तो जो ये बैकएंड में आपने फैक्ट स्कीमा डेटा जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया, फैक्ट मार्कअप स्कीमा जो इंप्लीमेंट कर दिया, तो कोड को जब क्रॉलर रीड करेगा, जब कोड को रीड करेगा तो फिर वो देख लेगा कि यहां पर एक फैक्ट स्कीमा लगा हुआ है, तो उसको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड इसके ऊपर कंटेंट है, और उस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई बंदा सर्च करेगा तो फिर उसे क्वेश्चन आंसर टाइप का, जैसे हम लोगों ने अभी देखा हुआ था सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, उस टाइप का कुछ उसको रिजल्ट्स दिखाई देगा। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि स्कीमा मार्कअप कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत सारे लोग जो नहीं लगा रहे हैं, बहुत बड़ा जो पोटेंशियल है वो मिस कर रहे हैं। गाइस जिस भी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा डेटा होगी, आप ये टेस्ट भी कर सकते हो कि इस वेबसाइट के ऊपर स्कीमा है या नहीं है। तो गाइस उसके लिए आपको गूगल के ऊपर आना है, ठीक है, और यहां पर सिंपली आप टाइप कर लो टेस्ट स्कीमा डेटा, ठीक है, टेस्ट स्कीमा मार्कअप आप डाल दो यहां पर, ठीक है। तो गाइज यहां पर हमें स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर दिख रहा है, हमें इसके ऊपर जाना है, ठीक है। और गाइज मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए यहां पर देखो, यहां पर बहुत सारे स्कीमाज है ना गाइज, बहुत सारे स्कीमाज जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लगाया। मैं ऐसे ही केवल इसी पेज को टेस्ट करने के लिए आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यूआरएल के बेसिस पर टेस्ट करना है हमें स्ट्रक्चर डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ यूआरएल, राइट। तो मैं एक बार वापस आ जाता हूं इसके ऊपर, ओके,
एंड यहां पर मैं फेच यूआरएल पे, ये सोर्स हमें हटाना पड़ेगा यहां से, राइट, दिस इज द यूआरएल, और उसके बाद हम इसे रन टेस्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब देखो यहां पर ये पूरे कोड को रीड कर रहा है, राइट, और ये हमें बता रहा है कि ये सारी जो स्कीमा डेटा है वो है, देखो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले अभी पढ़ाते वक्त आप लोगों को मैंने यहां पर एंटर किया हुआ, देन वेब पेज, ब्रेड क्रम, रेसिपी पहले मैंने डाला होगा, वेबसाइट पहले मैंने डाला होगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास जो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर थे, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर थे, और वो प्रेजेंट है। तो अब देखो क्या जो मैंने हेड सेक्शन में डाला हुआ है क्या वो नहीं रीड कर रहा है, वो भी ये रीड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप हेड सेक्शन में कोई स्कीमा डाल दोगे तो वो रीड नहीं करेगा, तब भी वो रीड कर लेगा। बट एक समस्या होती है, थोड़ा सा हेड सेक्शन में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी क्विकली जो है हेडर हमारा लोड हो जाए, हेड सेक्शन हमारा लोड हो जाए, इसलिए हम थोड़े से ज्यादा कोड वहां पर डालने को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए लोग मानते हैं कि हम चाहें तो बॉडी में स्कीमास के कोड को जो है वो डाल दें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कंटेंट से रिलेटेड चीज है और कंटेंट हमेशा बॉडी में होती है। तो ये जरूर कुछ लोगों का मानना है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, हेड सेक्शन में हो चाहे बॉडी सेक्शन में हो, जो भी वेबसाइट्स जो रैंक हो रही हैं विद स्कीमा डेटा का, मतलब जो ये डिफरेंट टाइप से जो आपकी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, उनके ऊपर अगर आप जाएंगे और उनके सोर्स कोड देखेंगे तो आप देखेंगे किसी में जो है वो हेड सेक्शन में स्कीमा पड़ा हुआ है, किसी में बॉडी सेक्शन में स्कीमा पड़ा हुआ है। तो एज सच ये बहुत ज्यादा फर्क डालता नहीं है। गाइस आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी विद रिगार्ड्स टू स्कीमा मार्कअप। गाइस एसईओ के लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी थी कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है, किस तरीके से स्कीमा मार्कअप हमारे कंटेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको और बेहतर तरीके से गूगल के सिस्टम्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो अपीयरेंस है वो और बेहतर हो सके या और अच्छी तरीके से दिख सके। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो क्या कोई प्लगइन है जिसके थ्रू हम लोग स्कीमास जो है वो जनरेट कर सकते हैं और स्कीमास को अपने वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर। और साथ ही साथ अगर हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके ऊपर वूकॉमर्स है, यानी कि अगर हमारी ई कॉमर्स की वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ई कॉमर्स के रिस्पेक्ट में जो हम स्कीमा की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट स्कीमा। तो क्या वो कॉमर्स के लिए हम लोग प्रोडक्ट स्कीमास को जनरेट करके प्रोडक्ट स्कीमास को सभी प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली किसी प्लगइन के थ्रू लगा सकते हैं? इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्लगइन है जो पेज वाइज हमें हेल्प कर देगी डिफरेंट स्कीमास को इंप्लीमेंट करने में। जैसे मैं एग्जाम्पल एक आपको बताता हूं कि मान लेते हैं हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट, अगर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर मैंने ब्लॉग के अंदर बहुत सारी पोस्ट जो है वो कर रखी होंगी। अब मैं चाहता हूं कि जितनी भी पोस्ट हैं, जो भी हमारी पोस्ट है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, उन सभी पोस्ट में पोस्ट टाइप ऑफ जो स्कीमा है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। और कोई पोस्ट मैं फर्दर करता हूं भविष्य में तो ऑटोमेटिकली जो पोस्ट टाइप स्कीमा है वो उस पोस्ट के ऊपर आ जाए। तो इस टाइप की चीजें अगर हमें करनी है तो किस टाइप से हम लोग प्लगइन की हेल्प से ये कर सकते हैं। तो जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पहला तो जो क्वेश्चन था कि आर देयर एनी प्लगइन्स फॉर स्कीमा मार्कअप? यस। सेकंड इज प्लगइन विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग स्कीमा मार्कअप्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑन पेज। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ब्लॉग टाइप ऑफ स्कीमा बताया ब्लॉग पेज के लिए, उसी तरीके से किस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट टाइप स्कीमास क्रिएट कर सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स के लिए अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर वूकॉमर्स है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्लगइन है वो कौन सी है। क्विकली मैंने यहां पर जो प्लगइन है वो ओपन कर रखी है, आप देख सकते हो। दिस इज द प्लगइन स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर WP एंड AMP। तो आप क्या करिएगा, स्कीमा मार्कअप यहां सर्च करेंगे तो आपको ये प्लगइन मिल जाएगी, आप इंस्टॉल एक्टिवेट कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल एक्टिवेट कर रखा है। जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर डेटा दिख रहा है लेफ्ट में सबसे नीचे यहां पर। तो स्ट्रक्चर डेटा करके आपको यहां पर जो है एलिमेंट शो होने लगेगा यहां पर आपको लेफ्ट में। दिस इज बेसिकली द सेटिंग सेक्शन ऑफ योर प्लगइन जो हम लोग यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग स्कीमा। तो आप देखो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लगइन की कुछ सेटिंग्स में आपको चेंज करना है और उसके बाद आपको जो स्कीमास हैं उनको जनरेट करके इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर आ जाएं, जो ग्लोबल सेटिंग्स हैं, ग्लोबल सेटिंग्स में आप जाएं जनरल सेटिंग्स के ऊपर, और यहां पर कुछ चीजें आपको इस प्लगइन को बतानी पड़ती है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो डिफरेंट पेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है कि अबाउट पेज जो होता है या जो कॉन्टेक्ट पेज होता है ये लगभग सभी वेबसाइट्स के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कॉन्टेक्ट अस है कुछ पे नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड ही है कि सभी वेबसाइट्स के ऊपर अबाउट होता है, सभी के ऊपर कॉन्टेक्ट होता है। तो आप अबाउट अस इस प्लगइन को बता दें कौन सा पेज जो है वो आपका अबाउट अस पेज है। तो यहाँ पर मेरी ये जो डमी वेबसाइट है इसके ऊपर तो मैंने कोई अबाउट अस का पेज नहीं बनाया, बट आप बना लें या नहीं है तो आप जो है वो उसको क्रिएट कर लें। अगर होगा तो आप यहाँ पर जो है अपना अबाउट अस पेज सेलेक्ट करें। तो मान लेते हैं मेरा अबाउट अस पेज सैंपल पेज था, मेरा जो कॉन्टेक्ट अस पेज था
वो मैं मान लेता हूं यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है वो मेरा कॉन्टेक्ट पेज है। अब यहाँ पर गाइज हम होम पेज के ऊपर ये चाहते हैं कि वेबसाइट स्कीमा जो है वो हमारे होम पेज के ऊपर आ जाए। उसके बाद गाइज ब्रेड क्रम्स स्कीमा भी रिकमेंडेड है, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। एंड देन वी विल गो हेड एंड वी विल क्लिक ऑन सेव सेटिंग्स। तो ये हमारी कुछ जनरल सेटिंग्स है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें नॉलेज ग्राफ से रिलेटेड भी सेटिंग्स मिलती है, तो आप नॉलेज ग्राफ के ऊपर चले जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो किस टाइप की है, मतलब नॉलेज ग्राफ आप देखते हो तो जनरली दो ही तरीकों का आपको नॉलेज ग्राफ दिखता है, या तो किसी पर्सन का दिखेगा या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का दिखेगा। आप अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ टीसीएस, तो अगर मैं टीसीएस टाइप करता हूँ तो ये जो नॉलेज ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हो दिस इज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, टीसीएस का है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर सचिन तेंदुलकर टाइप करता हूँ, ठीक है, सर्च करता हूँ, तो अब जो नॉलेज ग्राफ आएगा वो आप देख रहे हो यहाँ पर पर्सन का नॉलेज ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली अगर हम नॉलेज ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात करने की कोशिश करें तो दो ही टाइप के आपके नॉलेज ग्राफ होते हैं, एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज बेसिकली पर्सन। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद अगर आप का पर्सन नॉलेज ग्राफ है तो आप पर्सन सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप गाइस यहां पर मेंशन कर देंगे अलॉन्ग विद द सोशल प्रोफाइल जो है, अगर आप वो यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। देन यू विल गो हेड और सेव सेटिंग्स कर देंगे। मैं यहां पर अभी इसको नहीं कर रहा हूं, बट आप इसको कर लीजिएगा। जनरल सेटिंग्स आप कर लीजिएगा, आप नॉलेज ग्राफ की सेटिंग्स कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस मैं मान के चलता हूं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लेट से कुछ ब्लॉग पोस्ट हैं, ठीक है, और उसके लिए मैं ब्लॉग पोस्ट टाइप का जो हमारा स्कीमा होता है उसको मैं जनरेट करना चाहता हूं सभी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ये स्कीमा जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। फाइन गाइस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा स्कीमा टाइप्स के ऊपर। यहां आप सिंपली स्कीमा टाइप्स के ऊपर आ जाएं और यहां पर आप देखो ऐड स्कीमा टाइप आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें ऐड स्कीमा टाइप के ऊपर, और यहां पर फिर वो आपको स्कीमास को क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। तो एक बार तो हम लोग जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको वो मैं बता दूंगा, और नेक्स्ट फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर हम लोग प्रोडक्ट टाइप स्कीमा क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। गाइस अभी आप देख सकते हो ये हमें बोल रहा है कि आप नया स्कीमा जो है वो ऐड करें। तो हमारा जो स्कीमा टाइप है वो क्या होगा, तो मैं यहां पर देख लेता हूं, ब्लॉग या पोस्ट मैं यहां टाइप करता हूं, राइट। तो ब्लॉग पोस्टिंग मैंने यहां पर टाइप किया, आप देख रहे हो मैंने ब्लॉग पोस्टिंग यहां पर टाइप किया हुआ है। और उसके बाद मतलब स्कीमा टाइप हमारा ब्लॉग पोस्ट रहेगा। मैं नेक्स्ट करता हूं और ये स्कीमा हमारा कहां कहां इंप्लीमेंट होगा। फाइन, तो मैं कहता हूं कि अगर जो पोस्ट टाइप है हमारी वो पोस्ट है, ठीक है, देन ये स्कीमा जो है वो इंप्लीमेंट हो जाए। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज है जो कि हम नहीं चाहते हैं, यहां पर हम तो ये चाहते हैं कि पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पोस्ट ही होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्रिएट कर दूंगा और गाइस दैट्स इट, हमारा जो स्कीमा है वो यहां पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मैं लेट्स गो के ऊपर क्लिक करूंगा और ये आप देख रहे हो ये हमारा जो स्कीमा है वो यहां पर ऐड हो चुका है। ब्लॉग पोस्टिंग टाइप ऑफ स्कीमा जो है वो ऐड हो चुका है। अगेन अगर हमारी वेबसाइट वूकॉमर्स होती और हमें प्रोडक्ट स्कीमा लगाना है तो किस टाइप से हम लगा सकते हैं, अगेन विल गो हेड। तो गाइस इस बार हम लोग जो हमारा स्कीमा टाइप है गाइस उसको हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर, और गाइस मैं करता हूं नेक्स्ट करने के बाद आपसे फिर से वो ऑप्शन पूछेगा कि ये वाला जो स्कीमा है प्रोडक्ट टाइप स्कीमा या आप कहां पे लगाना चाहते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो हेड और यहां पर आप देखो पोस्ट में लगाना चाहते हैं या पोस्ट कैटेगरी पे लगाना चाहते हैं, पोस्ट फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं। तो गाइस मैं मान के चल रहा हूं यहां पर कि जो हमारा पोस्ट टाइप है इक्वल्स टू अगर प्रोडक्ट होता है जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं, इफ इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आई वांट टू प्लेस दिस स्कीमा ओवर देयर। तो ये लगभग हमारी वेबसाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये प्रोडक्ट्स स्कीमा को जो है इंप्लीमेंट कर देगा। तो मैं गाइस कर देता हूं इसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे ये वाला भी जो स्कीमा है वो हमारा इंप्लीमेंट हो गया। तो गाइस ये प्लगइन अपने आप में ना काफी पावरफुल प्लगइन है, बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। अगर आप जाओगे यहाँ पर तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे अगर मैं सेटिंग्स में भी जाऊं तो। बट हम लोग को पहले ये समझना है कि जो पेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग किस टाइप से हम लोग स्कीमास को डिफरेंट टाइप्स के स्कीमास को जनरेट करके किस टाइप से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कॉमर्स अगर है तो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जो आपके स्कीमास ठीक तरीके से लगे हैं या नहीं लगे, इसके लिए जो आपका स्कीमा टेस्टिंग टूल है जिसके बारे में बहुत डिटेल मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था जहां पर मैंने स्कीमास का जो बेसिक है उसको कवर किया था, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आप जो आपका स्कीमा टेस्टिंग टूल है उसमें जाकर फिर आप इन सारे पेजेस को अपने टेस्ट कर सकते हैं कि वहां पर जो स्कीमा है वो शो कर रहा है या नहीं, राइट। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई प्लगइन यूज करना है और उसके थ्रू आपको स्कीमा जनरेट करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं।
या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हम लोग कुछ आउटडेटेड एसईओ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, जब कभी भी आप एसईओ सीखें, नई चीजें सीखने के साथ साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है, इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कहीं हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम कुछ ऐसे टेक्निक्स को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि बेसिकली आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुकी हैं और उनको यूज करने से हमें फायदा के बजाय और उल्टा नुकसान हो सकता है, हमें गूगल का एल्गोरिथम पेनलाइज कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम कोई स्पैमी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। कुछ आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज जो है वो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। जैसा आप देख सकते हो सबसे ऊपर यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने कि एसईओ लैंडस्केप इज ऑलवेज चेंजिंग। तो एसईओ एक ऐसी फील्ड है जहां पर बहुत सारी चीजें डायनामिक है। जैसे गूगल के एल्गोरिथम की हम बात करें तो वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है, वो कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है। गूगल के सिस्टम्स देखते रहते हैं कि क्या चीजें यूजर के फेवर में है, किस तरीके से गूगल के इकोसिस्टम को यूजर के लिए और बेहतर बनाया जा सके। तो उसके लिए जो भी पुरानी टेक्निक्स है, स्पैमी टेक्निक्स हैं, जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट पहले कभी पुराने जमाने में रैंक हो जाया करती थी, वो सारी स्ट्रैटेजीज आज के टाइम में ना आउटडेटेड हो चुकी है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे आप देख सकते हो यहां पर मेटा कीवर्ड्स जो है वो पहली एक स्ट्रैटेजी मान लो आप, या इसको टेक्निक मान लो, या इंप्लीमेंटेशन पहले होता था जहां पर हम लोग यहां पर एक जो मेटा कीवर्ड है उनको इंक्लूड कर देते थे और इसके अंदर कंटेंट के अंदर हम लोग हमारे जो डिफरेंट कीवर्ड्स थे, जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहता हूं तो उससे रिलेटेड हम लोग यहां पर अपने जो कीवर्ड्स हैं वो रख देते थे। बट गाइज इससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग ना स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दिए। सीधा कहने का मतलब ये है कि वो जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहते थे उन कीवर्ड्स को यहां पर लाकर पुट कर देते थे, ताकि जब क्रॉलर यहां पर आए, जब गूगल का क्रॉलर आए तो वो देखे यहां पर कि वही सारे जो कीवर्ड्स हैं वो यहां पर मेंशन है और उस वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करे, बल्कि उस वेबसाइट के कंटेंट में इन कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो जहां पर कीवर्ड स्टफिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है या बनने लगी, वहां पर गूगल ने खुद सोचा कि इस ऑप्शन का इंपॉर्टेंस को ही खत्म कर देते। तो पहले जो मेटा कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब गूगल का एल्गोरिथम जब इतना एडवांस नहीं था, ठीक है, इतना कंटेंट बेस्ड वो रैंकिंग नहीं कर पाता था, तब जो है ये मेटा कीवर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। कुछ लोग मेटा कीवर्ड्स में अपने कीवर्ड्स डाल के सिंपल अपने HTML पेज को भी रैंक करा देते, जो कि उतना कंटेंट रिच नहीं होता था। बट आज के टाइम में ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है, सर्च इंजन्स आर नॉट कंसिडरिंग इट नाउ बिकॉज इट was used for keyword stuffing। तो धीरे धीरे वो हर उस चीज को एलिमिनेट कर देंगे जो कहीं ना कहीं कीवर्ड स्टफिंग को लीड करती है या अपॉर्चुनिटी बना देती है वेब मास्टर्स के लिए, एसईओ पर्सन्स के लिए, कि वो कीवर्ड्स को वहां पर स्टफ कर सके। सेकेंड इज बैकलिंक से रिलेटेड है आर्टिकल डायरेक्टरीज, जो कि अब नहीं यूज होती है, ठीक है, क्योंकि गूगल इनको एज लिंक फार्म्स यूज करता है। मतलब आप लिंक मैनिपुलेशन के लिए इनको यूज करते हो कि बल्क में अगर किसी को लिंक्स वगैरह क्रिएट करने हैं जो कि क्वालिटी भी नहीं होती है उन लिंक्स में, तो उस केस में बहुत सारे लोग आर्टिकल डायरेक्टरीज को यूज करते थे। बट अब गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। थर्ड इज बेसिकली आर्टिकल स्पिनिंग। तो आपके पास एक पहले ओरिजिनल आर्टिकल होता था और आप उस ओरिजिनल आर्टिकल को किसी भी, जो बहुत सारे बॉट्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में, टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें आप उस ओरिजिनल आर्टिकल को रखते थे और वो उसको स्पिन कर दे। आज भी आप लोग, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को यूज करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये वाला जो हमारा ओरिजिनल आर्टिकल होता है, या इसको आप ओरिजिनल कंटेंट भी समझ सकते हो, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है ना, ये क्वालिटी कंटेंट होता है, ये यूजर सेंट्रिक कंटेंट होता है। मतलब आपने बड़ा ही यूजर सेंट्रिक कंटेंट लिखा हुआ है, यूजर को ध्यान में रख के आपने जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है। अब जब हम इसको स्पिन करते थे ना, तो इस कंटेंट की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती थी। तो अगर क्वालिटी किसी कंटेंट की डिक्रीज होगी ना, तो फिर ये बहुत ज्यादा ना यूजर फ्रेंडली नहीं रहता है। अगर ये यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा तो अब आपको समझ में आने लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर हम आर्टिकल स्पिनिंग करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, आर्टिकल की जो ओरिजिनलिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, वो रिड्यूस होती है। और अगर आप रिड्यूस्ड क्वालिटी वाला कंटेंट या लो क्वालिटी वाला कंटेंट अगर आप यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो आज के टाइम में तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, राइट। सो इट्स अनदर टेक्निक या प्रोसेस जो पहले यूज होती थी, यूज आज भी होती है और आज भी बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। बट ओनली द कंसर्न इज कि लो क्वालिटी कंटेंट ये आपको जनरेट करके देता है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे एआई बेस्ड जो कंटेंट राइटिंग टूल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो और उनसे जो है आप आर्टिकल से कंटेंट जनरेट करा सकते हो। बट गाइस, ये जो एआई बेस्ड कंटेंट राइटिंग टूल्स होते हैं, जब ये आपको कंटेंट लिख कर दें तो आप खुद उसको एक बार मेक श्योर करो कि वो कंटेंट यूजर
ओरिएंटेड है भी या नहीं है, मतलब यूजर फ्रेंडली। यहां पर भी जो है ना यूजर सेंट्रिक लिखा हुआ है, इस टर्म का सीधा सा मतलब यही है कि यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, यूजर को समझ में आ रहा है कि कंटेंट कि नहीं, राइट। सो इसको यूज किया जा सकता है, बट शर्त वही है कि आप उसको समझ के देखो उस कंटेंट को कि वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें गाइस फोर्थ पॉइंट की या फोर्थ टेक्निक की, स्ट्रैटेजी की, जो पहले काफी यूज होती थी, दैट इज बेसिकली एग्जैक्ट मैच डोमेन्स। तो पहले क्या होता है, जैसे मुझे लगता है कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर अपना जो वेब पेज है उसको रैंक कराना है या वेबसाइट को रैंक कराना है, तो मैं एग्जैक्टली इसी नेम से मैं ले लेता था एक डोमेन और उसके ऊपर जो अपनी वेबसाइट है उसको रख के उसको रैंक कराने की मैं फिर कोशिश करता था। और मुझे लगता था कि अगर एग्जैक्ट मैच का डोमेन होगा, मतलब मेरा जो कीवर्ड है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वही कीवर्ड अगर हमारे डोमेन में होगा, एग्जैक्टली वही कीवर्ड हमारे डोमेन में होगा, तो हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा। हाँ, पहले बहुत पहले इस चीज का एडवांटेज मिलता था, बट बहुत पहले ना गूगल ने ये क्लैरिफाई कर दिया है खुद ही कि अब ना एग्जैक्ट मैच जो डोमेन्स होते हैं इनका कोई इंपॉर्टेंस इस चीज में नहीं है कि इनकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाएगी या वेब पेज जो है वो रैंक हो जाएगा। यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हो, इट्स बेसिकली द फिफ्थ पॉइंट, 6th 7th, राइट। जो फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हो, दीज आर बेसिकली कमेंट बैकलिंक्स। तो कमेंट बैकलिंक्स में क्या होता था कि जैसे मुझे हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट है, उसके लिए अगर मुझे बैकलिंक्स बनाए, मैं दूसरे डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग्स के ऊपर जाता था, उनके नीचे जो कमेंट्स का ऑप्शन होता है वहां पर मैं जाकर जो है कमेंट के फॉर्म में कुछ कंटेंट डालता था, तो वहां पर जाकर मैं अपना बैकलिंक बना देता था। बट गाइस, इस टाइप के जो बैकलिंक्स होते हैं उसमें हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है कि स्पैम किया जा सकता है। बॉट्स या टूल्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए जा सकते हैं। तो जहां पर भी स्पैमिंग की अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर भी स्पैमिंग की अपॉर्चुनिटी है, गूगल क्या करेगा, उस टाइप से जो भी बैकलिंक्स बनाने की प्रोसेस है उसके वेटेज को वो कम कर देगा। तो ओवर द टाइम यही हुआ कि कमेंट बैकलिंक्स दे आर एक्चुअली कंसीडर्ड स्पैमिंग, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली टूल से बनाए जा सकते हैं, इसलिए गूगल मानता है कि इनकी उतनी वर्थ नहीं है और आज के टाइम में ये एक आउटडेटेड एसईओ स्ट्रैटेजी में कंसीडर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। जैसे एंकर टेक्स्ट अगर किसी को नहीं पता है तो पहले मैं वो बता देता हूं। जैसे मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर रैंक करे, राइट, तो इसके लिए मैं बैकलिंक्स बनाऊंगा। तो बैकलिंक्स अगर बनेगा तो बैकलिंक तो किसी ना किसी एंकर टेक्स्ट के ऊपर बनेगा, मतलब जब जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा वो एक तरीके से लिंक की तरह एक्ट होगा और वो फिर हमारे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक मेरे पास वेबसाइट 1 है, एक वेबसाइट 2 है, एक वेबसाइट 3 है और एक वेबसाइट 4 है और एक वेबसाइट 5 है, और इसके ऊपर मैंने एक बैकलिंक बनाया और उस बैकलिंक का जो एंकर टेक्स्ट है वो मान लिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने एंकर टेक्स्ट रखा, कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, है ना, यही बैकलिंक होता है, या इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाएगा, यही हमारा बैकलिंक हो गया इस पर्टिकुलर पेज के लिए जिसको मैं इस कीवर्ड के ऊपर जो है रैंक करना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। वेबसाइट नंबर 2 पे मैं गया, मैंने यही काम किया कि सेम जो मैंने एंकर टेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहां भी यूज किया, यहां भी यूज किया, यहां भी सेम एंकर टेक्स्ट यूज किया, यहां भी सेम एंकर टेक्स्ट यूज किया। तो अब गाइस क्या होगा, जब गूगल का सिस्टम इस वाले वेब पेज को या इस वाली वेबसाइट को जब स्कैन करेगा तो वो देखेगा यहां पर एक एंकर टेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो इस वेबसाइट को पॉइंट करता है। अच्छा, इस वेबसाइट के का ये बैकलिंक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड वेब पेज है, यहां पर जो बैकलिंक भी बना हुआ है वो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंकर टेक्स्ट पे बना हुआ है, रिलेवेंसी है, अच्छी बात है, रिलेवेंसी है, राइट। फिर क्या करेगा, वो इस वाले वेब पेज का भी चेक करेगा एंकर टेक्स्ट, इस वाले वेब पेज का भी चेक करेगा, वो देखेगा इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है, जितने भी लिंक्स पॉइंट कर रहे हैं या जितने भी बैकलिंक्स बने हुए इस पेज के लिए, सभी का जो एंकर टेक्स्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सब वेबसाइट इसको रिकमेंड कर रही है विद द सेम एंकर टेक्स्ट? इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, इसका मतलब कुछ स्पैमिंग है, ये कुछ नेचुरल सा नहीं लग रहा है। और सही बात है, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। तो ये रीजन है कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट, जिस कीवर्ड के ऊपर वो रैंक करना चाहते हैं, उसी कीवर्ड का एंकर टेक्स्ट वो यूज कर लेते हैं और उसी को हर जगह वो यूज कर लेते हैं, जो कि बेसिकली नेचुरल नहीं है। ये लगता है कि आपने कुछ सेटिंग करके इन सारी चीजों को किया है, या आपने जानबूझकर ये चीज करी है, या आप खुद जो है बैकलिंक्स बनाने गए हुए हो, बहुत सारे बैकलिंक्स आप खुद बनाने गए हुए हो और ये नेचुरली आपने बैकलिंक्स नहीं गेन किए, जिसकी वजह से एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट की जो इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में बहुत ही कम है और ये एक आउटडेटेड जो एसईओ स्ट्रैटेजी है उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। आप ये भी बोल सकते हैं आउटडेटेड बैकलिंक की स्ट्रैटेजी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैकलिंक्स आज के टाइम में काम नहीं करते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है कि बैकलिंक्स आज के टाइम में भी काम करते हैं, बट
पहले जो लो क्वालिटी के बैकलिंक से भी, पहले का मतलब बहुत पहले, जो लो क्वालिटी के बैकलिंक से भी आपको एडवांटेज मिल जाता था, आज वो आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहां पर जो 6 पॉइंट आप देख सकते हो, पेज फॉर एवरी कीवर्ड। गाइस बहुत सारे लोगों को मैंने ये गलती करते भी देखा और ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं रैंक करना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, मैं रैंक करना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर, मैं रैंक करना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। मान लिया मैं 3 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, मतलब जो एक अच्छी टेक्निक नहीं है वो ये है कि मैंने इससे रिलेटेड भी एक पेज बना दिया, मैंने इससे रिलेटेड भी एक पेज बना दिया, मैंने इससे रिलेटेड भी एक पेज बना दिया। इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बल्कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ये एक ही जैसे कीवर्ड्स हैं, ये एक ही जैसे कीवर्ड्स है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों ही कीवर्ड्स के अराउंड आप एक ही पेज बनाओगे, या इन तीनों कीवर्ड्स के लिए आप एक ही पेज बनाओगे, अराउंड 1 पेज आप बनाओगे, राइट। हाँ, वो एक अलग बात है कि एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका कीवर्ड है और एक आपका जावा कोर्स का कीवर्ड है, राइट। एक आपका एसईओ कोर्स का कीवर्ड है, एक मान लेते हैं आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कीवर्ड है। तो अब इनके लिए तो आप डिफरेंट पेजेस बनाओगे क्योंकि ये अलग है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है। बस वहीं पर अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो इनके लिए आप डिफरेंट पेजेस नहीं बनाओगे, वहां पर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन जैसे इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बेसिकली आपको समझ में आने चाहिए कि ये वो पॉइंट है जो आज के टाइम में नहीं यूज होते हैं। आज ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज हैं, कहीं ना कहीं ये आपको फायदा करने के बजाय और उल्टा नुकसान भी आपके लिए कर सकती है। इंटरनल लिंक्स, गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और इंटरनल लिंक्स को क्रिएट करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और इंटरनल लिंक्स क्या इंपैक्ट डालते हैं एसईओ के ऊपर, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। गाइस जब कभी भी हम एसईओ की बात करते हैं ना, एसईओ में हमें क्या करना होता है, इन सारी चीजों की बात करते हैं, तो सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज आती है वो होती है हमारी ऑन पेज की, हमें ऑन पेज करना होता है और उसके बाद जो डिस्कशन होता है वो इस चीज के अराउंड होता है कि हमें बहुत सारे जो बैकलिंक्स है वो क्रिएट करने होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें भी हमें करनी होती है, बट बहुत कम लोग हैं जो इंटरनल लिंक्स के अराउंड डिस्कशन करते हैं या इस चीज की बात करते हैं कि हमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल लिंक्स के ऊपर भी खासा ध्यान देने की जरूरत है या अच्छे एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मेन जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि इंटरनल लिंक्स की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए अगर हमें एसईओ में बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। तो जिन भी बिगिनर्स को नहीं पता है कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंटरनल लिंक्स आर हाइपर लिंक्स दैट पॉइंट्स टू पेजेस ऑन द सेम डोमेन। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है विच इज a.com, या हम मान के चलते हैं हमारा डोमेन है a.com और यहां पर हमने एक पेज बनाया हुआ है विच इज पेज 1 और ये हो गया हमारा a.com/a। ये हमारा एक पेज हो जाता है पेज 1 और यहीं पर इसी डोमेन के ऊपर हमारा एक दूसरा पेज भी है विच इज a.com/b। ये हो गया हमारा पेज 2। तो गाइस ये दो पेजेस हैं हमारे सेम डोमेन के ऊपर, जिसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं सेम वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस अगर कोई लिंक जो यहां पर मेंशन है, यानी यहां पर एक लिंक लगा हुआ है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर और वो पॉइंट कर रहा है इस पेज के ऊपर, राइट, इस वाले पेज के ऊपर पॉइंट करा है, अगर ये पेज 1 है हमारा और ये पेज 2 है, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरनल लिंकिंग। तो जब लिंक जो है वो एक पेज से दूसरे पेज की तरफ पॉइंट करते हैं या एक पेज के ऊपर जो लिंक मेंशन होता है और वो पॉइंट करता है दूसरे पेज के ऊपर सेम डोमेन में, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल लिंकिंग। वहीं पर अगर मैं एक्सटर्नल लिंक की बात करता तो एक्सटर्नल लिंक क्या होता कि हमारे पास एक वेबसाइट है विच इज एक्चुअली a.com, ठीक है, और यहां से कोई लिंक जो है, मान लेते हैं ये वाला पेज है, वही वाला पेज है, ठीक है, पेज 1, और यहां से जो कोई लिंक है वो जा रहा है x.com के ऊपर। तो यहां पर क्रॉस डोमेन लिंकिंग हो गई, तो हम बेसिकली इसको इंटरनल लिंक नहीं कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली अगर आप बेसिक सा मतलब समझना चाहें कि इंटरनल लिंक का क्या मतलब होता है, तो वही इंटरनल लिंक का मतलब होता है। और यहां पर आप देखो दीज आर डिफरेंट देन एक्सटर्नल लिंक्स व्हिच लिंक्स आउट टू पेजेस ऑन द अदर डोमेन्स। तो डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। नाउ दे आर बोथ फॉर द यूजर्स एंड बॉट्स। देखो इंटरनल लिंक का जो कॉन्सेप्ट है या इंटरनल लिंक की जो इंपॉर्टेंस है वो दोनों ही लोगों के लिए है, बॉट्स के लिए भी, मतलब बॉट्स भी अगर आपके इंटरनल लिंक्स के ऊपर आते हैं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, और अगर यूजर्स आते हैं तो वो भी जो है आपके इंटरनल लिंक्स को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन, मतलब एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए वो इंटरनल लिंक्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको यूज करते हैं। अब गाइस अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल लिंक्स किस तरीके के होते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये हमारा होम पेज है और पैरेलली मैं यहां पर मेंशन भी करता जाता हूं, जैसे ये हमारा होम पेज है
a.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 का मतलब हो गया ये, जैसे ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो ये हमारी सर्विसेज हो गई, साथ ही साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ तो ये मेरी एक दूसरी कैटेगरी हो गई जो बेसिकली ट्रेनिंग से रिलेटेड कैटेगरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज कैटेगरी 1 एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज कैटेगरी 2। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई बंदा इस सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो सर्विसेज वाले पेज के ऊपर चला जाएगा। तो अगर वो सर्विसेज वाले पेज के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर लिंक लगा हुआ है सर्विसेज का। वहीं पर वो अगर ट्रेनिंग वाला ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी लिखी हुई है, लिंक मेंशन है, इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो ट्रेनिंग वाले पेज के ऊपर चला जा रहा है। तो ये दोनों लिंक्स कहां पर मेंशन है? होम पेज के ऊपर मेंशन। अगर आप देखो ध्यान से तो ये दोनों ही लिंक्स हमारे होम पेज के ऊपर मेंशन है। इसका मतलब कि होम पेज से ये दो इंटरनल लिंक्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो मैं अगर आपको बेसिक इसका मतलब समझाने की कोशिश करूं कि इंटरनल लिंक्स किस तरीके से दिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो ये वो चीज होती है कि जैसे आपने देखा यहां पर कैटेगरी 1 हो गया, कैटेगरी 2 हो गया, फिर कैटेगरी 1 के अंदर पोस्ट 1 है या पोस्ट 2 है, या आप इनको पोस्ट ना कहकर अगर आप चाहो तो पेजेस भी आप इनको कह सकते हो। ये पेजेस 1 हो गया, ये पेजेस 2 हो गया। यहां पर कैटेगरी 2 के अंदर भी कुछ पोस्ट हैं और आप देख रहे हो कि कैटेगरी 2 से ये तो यहां पर लिंक हो रहा है, यहां पर लिंक हो रहा है और उसके बाद इनके बीच में भी इंटरनल कुछ लिंकिंग है। पोस्ट 1 से यानी कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 को लिंक मिल रहा है, पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 को लिंक मिल रहा है, पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 को लिंक मिल रहा है और पेज नंबर 4 से वापस जो है पेज नंबर 1 को एक लिंक मिल रहा है। सो दीज ऑल आर बेसिकली इंटरनल लिंक्स। बट क्या इसका कोई फायदा है? जो हम लोग इतनी सारी चीजें समझ रहे हैं, क्या इसका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा है भी या नहीं है, या कोई स्ट्रैटेजी इसमें हमें बनानी चाहिए? इंटरनल लिंक्स को क्रिएट करने के लिए क्या कोई स्टेप्स हैं, क्या कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है? इन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आप थंब रूल यहां पर ध्यान रखो कि कोई भी वेबसाइट जो सिंगल पेज से ज्यादा है, मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर एक पेज से ज्यादा का कंटेंट है, आप मान के चलो कि वहां पर आपको इंटरनल लिंक्स जो हैं उनको यूज करना ही पड़ेगा, या इंटरनल लिंक के कॉन्सेप्ट को वहां पर आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर एक से ज्यादा पेज वाली वेबसाइट है। मतलब इंडिपेंडेंट पेजेस को नहीं एग्जिस्ट करा सकते। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ये पेज है विच इज पेज 1 और यहां पर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक और पेज है विच इज पेज 2 और ये मैं मान लेता हूं ये है हमारी वेबसाइट a.com और ये हमारी वेबसाइट है a.com/ है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये होम पेज हो गया, ये एक दूसरा पेज होगा। अब इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। कहीं पर इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर इसका ना तो मेंशन है, ना इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर यहां पर ये मेंशन है। बस ये दो पेज आपने बना दिए, जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट, मान लेते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस का सीएमएस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के सीएमएस में बैकएंड में बस दो पेज बने हुए हैं, उनका कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। इट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आप सबसे पहले जो पॉइंट है वो ध्यान रखें, every page with more than one page should be connected with internal linking। ये रूल ऑफ थंब आप मान के चले कि इंटरनल लिंकिंग तो हमें करना, इसको हम ऑप्शनल नहीं रख सकते, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई अगर इंटरनल लिंकिंग नहीं है तो हमें इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए। बहुत ही छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 2 पेजेस का, तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। यहीं पर अगर मैं बात करूं बहुत सारे पेजेस की, 100, 200, 250, 300 पेजेस की होते हैं, ऐसे पेजेस होते हैं, इतने नंबर ऑफ पेजेस वेबसाइट के ऊपर होते हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। 150-200 पेजेस की अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो आप सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई बिलीव अभी तक आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल लिंक्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है और किस तरीके से ये एक्सटर्नल लिंक से अलग है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, क्यों हम लोग इंटरनल लिंकिंग पे इतना जोर दे रहे हैं या क्यों आज हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं इंटरनल लिंक का, तो बेसिकली 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनल लिंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो साइट क्रॉलिंग, मेकिंग सर्च इंजन्स इजी टू क्रॉल साइट परफेक्टली। कहने का सीधा सा मतलब यही है, मैं वही एग्जांपल बार बार आप लोगों के सामने ले रहा हूं। a.com हमारा जो डोमेन है वो है, और अगर हमने यहां से कुछ लिंक्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं, हो सकता है ये लिंक्स जो हैं वो इस टाइप के हों, जो मेन्यू वाले लिंक्स होते हैं हमारे, ये मेन्यू वाले हमारे लिंक्स होते हैं, राइट। तो हो सकता है मेन्यू में मेंशन लिंक्स हो, जैसे ये अबाउट अस है, यहां पर एक अबाउट अस का पेज है, यहां पर मैं मान लेता हूं एक कॉन्टेक्ट अस का पेज है। फिर से अगर मैं वही एग्जांपल लूं तो यहां पर सर्विसेज वाला पेज है और यहां पर हमारी ट्रेनिंग वाला पेज है। तो गाइस ये पेजेस ही तो हैं। और अगर a.com यानी कि हमारे होम पेज के ऊपर, ठीक है, हमारे होम पेज के ऊपर अगर ये चीज यहां पर मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, तो बेसिकली ये हुए तो इंटरनल लिंक्स ही ना। तो गाइस इंटरनल लिंक्स जब हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और मान के चलते हैं कि यहां पर क्रॉलर आता है, क्रॉलर जो है वो हमारे होम पेज के ऊपर आता है, तो
तो क्रॉलर को पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, हमारी वेबसाइट की जो हायरार्की है वो किस तरीके की है, आपस में जो पेजेस का कनेक्शन है वो किस तरीके का है। ये सारी चीजें जब क्रॉलर हमारे होम पेज के ऊपर आएगा और होम पेज को क्रॉल करेगा, तो ऐसा नहीं कि वो केवल होम पेज के कंटेंट को क्रॉल करता है, होम पेज के कंटेंट के साथ साथ होम पेज के ऊपर जो लिंक्स वगैरह मेंशन होते हैं वो उसको भी क्रॉल करता है। जब उसको क्रॉल करेगा तो उसे रिलेशनशिप समझ में आने लगेगी कि इस पेज की रिलेशनशिप होम पेज के साथ क्या है। वहीं पर अगर मैं सर्विसेज वाले सेक्शन की बात करूं तो सर्विसेज वाले सेक्शन से मान के चलते हैं यहां पर कुछ हमारे जो पेजेस हैं वो कनेक्टेड ले लेते हैं। यहां पर जैसे एसईओ सर्विसेज हो गया, ठीक है, पीपीसी सर्विसेज हो गया, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज हो गया यहां पर। तो यहां से क्रॉलर को पता चलता है कि ये वाला पेज ना ये इस पेज के साथ रिलेशन में है और ये वाला पेज जो है ना वो इस पेज के साथ रिलेशन में। तो एक तो हायरार्की आप इस तरीके से समझो, हायरार्की या जो नेविगेशनल अप्रोच होती है या जो क्रॉलिंग अप्रोच होती है वो क्रॉलर को इजी लगती है यहां पर, अगर आपने अच्छे तरीके से जो इंटरनल लिंक्स हैं वो मेंशन कर रखे। सेकंड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक वैल्यू। जब कभी भी हम लोग दो पेजेस को आपस में लिंक करते हैं, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू लिंकिंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में एक पेज से दूसरे पेज की तरफ एक लिंक वैल्यू जो है वो पास होती। तो लिंक वैल्यू को मैं अभी आगे कवर करूंगा आपको कि लिंक वैल्यू का मतलब क्या है और लिंक वैल्यू से किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है। बट अगर मैं मेजर दो मेन बेनिफिट्स की बात करूं आपके सामने आज, तो दो मेन बेनिफिट्स हैं। एक तो साइट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइट क्रॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड जो है वो लिंक वैल्यू को पास करता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई हल्की चीज नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल लिंक्स की, तो सबसे पहले होम पेज के ऊपर जो आपको डिफरेंट लिंक्स दिखते हैं, मेन्यू के फॉर्म में जो आपको लिंक दिखते हैं, पोस्ट फीड के फॉर्म में जो आपको लिंक दिखते हैं, मतलब पोस्ट के ऊपर जो आपको लिंक दिखते हैं, और चौथा लिंक जो कॉन्टेक्चुअल लिंक होते हैं हमारे कंटेंट में। कहने का मतलब ये फोर्थ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए। और इसी की स्ट्रैटेजी हमें सबसे ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना ही लेते हो। भाई होम पेज है तो होम पेज पे किस टाइप के लिंक्स होने चाहिए, मेन्यू जो है तो मेन्यू में आप जो भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आप ऑलरेडी जो बैकलिंक्स है वो बना के रख देते हैं, या लिंक्स जो है इंटरनल लिंक्स, बैकलिंक्स नहीं कहेंगे, इंटरनल लिंक्स जो है वो आप बना के रख देते हैं जो उनके रिस्पेक्टिव पेजेस के ऊपर रीडायरेक्ट होते हैं। तो ये काम तो आप कर ही लेते हैं। पोस्ट की अभी मैं बात करूंगा, पोस्ट फीड की, और साथ ही साथ जो हमारे कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होते हैं कंटेंट के अंदर, उनकी बात करता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने एक ब्लॉग लिखा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आपने एक ब्लॉग लिखा यहां पर, और इस ब्लॉग में आपने लिखा व्हाट इज एसईओ। व्हाट इज एसईओ के बारे में आपने इस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर बहुत ही डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए, जब आप व्हाट इज एसईओ के बारे में लिखेंगे तो यहां पर आप क्या ऑन पेज के बारे में नहीं लिखेंगे, ऑन पेज के बारे में लिखेंगे, आप क्या यहां ऑफ पेज के बारे में नहीं लिखेंगे, उसके बारे में भी लिखेंगे, आप यहां टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजों को मेंशन करेंगे, वो भी आपने यहां पर मेंशन कर दी। अब आपने यहां पर ऑन पेज जो आपने कंटेंट लिखा, इस कंटेंट से आपने एक बैकलिंक बना दिया या लिंक बना दिया अपने ही ब्लॉग के दूसरे एक ब्लॉग कंटेंट के ऊपर, जहां पर आपने ऑन पेज के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में जो है हर चीज मेंशन की। यहां तो आपने केवल ओवरव्यू लिखा, क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्लॉग का जो मेन टाइटल था वो एसईओ के अराउंड था, तो मेजर कंटेंट तो आप यहां पर व्हाट इज एसईओ के अराउंड लिखोगे। अब व्हाट इज एसईओ के अंदर ऑन पेज आ जाता है, तो ऑन पेज जब आपने लिखा तो ऑन पेज में यहां के कंटेंट से आपने एक लिंक बना दिया, क्योंकि आपने ऑन पेज का एक और बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट या ब्लॉग ऑलरेडी लिख रखा है 1500 वर्ड्स का, मान के चलते हैं यहां पर 1500 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स का जो है आपने यहां पर कंटेंट लिख रखा है। तो अब जब क्रॉलर आएगा, इस पेज के ऊपर आएगा क्रॉलर, इस पेज के बारे में समझेगा क्रॉलर, तो इसके जो बैकलिंक्स हैं या लिंक्स हैं उनको भी रीड करेगा, और साथ ही साथ वो इस पेज के ऊपर जाएगा और इन दोनों पेजेस के बीच में जो कनेक्शन है उसको भी समझने की कोशिश करेगा, और इससे ये हिंट भी या सिग्नल भी जो है एल्गोरिथम को जाता है या क्रॉलर को जाता है कि ये दोनों पेजेस किस टॉपिक के ऊपर हैं, या ये वेबसाइट किन टॉपिक्स के ऊपर जो ब्लॉग है वो लिख रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉलर को भी हेल्प मिलती है। और दूसरा जो मैंने यूजर का पॉइंट बताया था, यहां पर जो मैंने एक पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा हुआ था यहां पर कि ये बोथ यूजर्स के लिए एज वेल एज बॉट्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो यूजर के लिए किस तरीके से, भाई वो व्हाट इज एसईओ का जो कंटेंट है ना वो कंज्यूम कर रहा है। अगर व्हाट इज एसईओ का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और उसे ऑन पेज दिख गया, वो ऑन पेज वाले पेज पे चला गया, तो इस पेज पे भी गया और फिर उसने ऑन पेज वाले पेज का भी कंटेंट जो है वो रीड किया। तो अब अगर बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है तो आप भी तो चाहते हो कि वेबसाइट के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो टाइम बिताए। तो यहां पर क्या होगा, ऑडियंस का रिटेंशन टाइम जो है वो काफी इंक्रीज होगा। ऑडियंस का रिटेंशन टाइम इंक्रीज होगा तो एक निगेटिव मेट्रिक होती है जिसको
हम बोलते हैं बाउंस रेट डिक्रीज होगी, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। तो वो ज्यादा टाइम यहां पर बिताता जाएगा, और हो सकता है ऑन पेज के आगे आपने फिर से इस पर्टिकुलर पेज से एक इंटरनल लिंक जो है वो लगा दिया हो किसी दूसरे पेज के ऊपर, तो बंदा वहां से उस पेज के ऊपर चला गया। तो अब अगर वो उस पेज के ऊपर चला गया तो वहां का भी कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है। तो एक ही सेशन जो उसने बनाया, मतलब एक ही बार जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, वो काफी देर तक आपकी वेबसाइट के ऊपर रहता है, और ये एक अच्छा सिग्नल है, ये एक अच्छी चीज है, जो एक अच्छा सिग्नल जो है गूगल के सिस्टम को देता है कि भाई ये वेबसाइट वैल्यूएबल है, इस वेबसाइट का कंटेंट ना बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इस वेबसाइट की जो इंटरनल लिंकिंग बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है, तभी तो बंदा ना वैल्यूएबल कंटेंट के ऊपर बार बार जाता जा रहा है, और वो एग्जिट नहीं कर रहा है या वो बाहर नहीं जा रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, और ये एल्गोरिदम को एक सिग्नल भेजता है कि ये वेबसाइट वैल्यूएबल है। बात समझ में? और हम लोग एसईओ में काम ही कर रहे हैं शुरुआत से कि किसी तरीके से हम क्रॉलर को कन्विंस कर ले, क्रॉलर के थ्रू बेसिकली गूगल को कन्विंस कर ले, गूगल के एल्गोरिदम को कन्विंस कर ले कि हमारी वेबसाइट ना बहुत अच्छी वेबसाइट है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, और इंटरनल लिंक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग काम करती है। गूगल कैन इजीली वर्कआउट ऑन द रिलेशनशिप्स ऑफ द कंटेंट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पेजेस। तो जब कभी भी आप इंटरनल लिंकिंग करते हो ना, जो मैंने आपको पॉइंट अभी बताया कि आपने पेज 1 से अगर पेज 2 को इंटरनल लिंकिंग करी, तो गूगल के लिए बड़ा आसान हो जाता है ये समझना कि आपके दोनों पेजेस किस कंटेंट के अराउंड है, और इन दोनों पेजेस के बीच में जो कंटेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, या आप ऐसे समझ सकते हो क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो गूगल का क्रॉलर होता है उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है। इंटरनल लिंक्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट टू बॉट्स, मतलब बॉट को और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहां पर बेसिकली इंफॉर्मेशन है, या आप और अच्छे तरीके से समझना चाहो तो यहां पर इसका मतलब है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वो बॉट को प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है वो किस बारे में, और जो डिफरेंट आपने पोस्ट करी हुई है उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके की है, तो आपके कंटेंट को और बेहतर तरीके से जो बॉट है वो समझ पाता है। तो जितना हल्के में हम लोग इंटरनल लिंक्स को लेते हैं ना, उतना हल्के में हम लोग को इंटरनल लिंक्स को लेना नहीं चाहिए। अब गाइस अगर मैं बात करूं लिंक वैल्यू की, जैसे मैंने यहां पर पॉइंट लिखा था कि एक तो काम ये सर्च इंजन को समझने में कर देता, अच्छी बात है, इसका हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अब ये लिंक वैल्यू को पास करने का क्या मतलब है, तो पहले सबसे पहले ये समझते हैं लिंक वैल्यू का क्या मतलब होता है। देखो यहां पर मैं सबसे आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो लिंक वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी, या और आसान भाषा में समझना चाहो तो पावर। मैं कहूं अगर आपसे कि ये हमारे पास एक पेज है, दिस इज द पेज, अब इसकी जो अथॉरिटी है वो ज्यादा है या कम है, ये कैसे पता चलेगा? तो जनरली जो अथॉरिटी होती है वो इसके ऊपर जो बैकलिंक की स्ट्रेंथ है, या कितने वैल्यूएबल बैकलिंक्स इस पेज को पॉइंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पेज की अपनी पॉपुलैरिटी क्या है, और बाकी ये एसईओ किस तरीके से इस पेज ने कर रखा है, इस पेज ने जो कंटेंट डाला हुआ है वो एसईओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के इस पेज की अपनी कुछ वैल्यू बनती है, कुछ अथॉरिटी बनती है गूगल की नजर में। अब वो अथॉरिटी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, कुछ टूल्स जो है उस अथॉरिटी को मेजर करने का दावा करते हैं डीए और पीए के थ्रू, बट वो 100% एक्यूरेट चीज नहीं है। बट हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है मेजर करने का, इसलिए हम लोग अथॉरिटी को डीए और पीए के फॉर्म में मेजर करते हैं। वो बोलते हैं कि इस पेज का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 100 है, इस डोमेन की जो वैल्यू है वो 100 है, इस पेज की जो वैल्यू है वो 50 है। तो वो कुछ फैक्टर्स को जज करके आपको बता देते हैं कि इसकी डोमेन अथॉरिटी और इसकी पेज अथॉरिटी कितनी है। बट वो 100% सही नहीं है, लेकिन अगर वो भी हम बात करें कि वो भी किस बेसिस पे मेजर करते हैं, तो वो भी इसी बेसिस पे मेजर करते हैं कि इस पेज की जो अपनी बैकलिंक की प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रांग है, या इस पेज के जो अपने बैकलिंक्स बने हुए हैं वो कितने बेहतर और कितने स्ट्रांग बैकलिंक्स इस पेज को पॉइंट कर रहे हैं। तो बैकलिंक ही वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है जिससे बेसिकली ये लोग अपनी जो अथॉरिटी है उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स मतलब अगर टूल्स की हम बात करें, टूल्स कैसे बता देते हैं कि इसका डीए इतना, इसका पीए इतना, तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बैकलिंक्स का ही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पर्टिकुलर पेज के पास बहुत सारी लिंक वैल्यू है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इस पेज की अथॉरिटी की, इस पेज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस पेज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पेज के बैकलिंक्स क्वालिटी है और हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स, क्वालिटी भी है और हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं। तो पेज अथॉरिटी, लिंक वैल्यू
और अगर मैं लिंक जूस तीनों की ही बात करूं ना, तीनों ही की बात करूं, अथॉरिटी, पावर, लिंक वैल्यू, या एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम लोग लिंक जूस बोलते हैं, तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर पेज की स्ट्रेंथ को डिनोट करती हैं। फाइन। तो अब गाइस हम मान के चलते हैं कि जैसे ये वाला हमारा एक पेज है, ठीक है, ये वाला एक हमारा पेज है और एक की पेज है, ये दो पेजेस हैं और भी फर्दर पेजेस है, बट इनका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं मान के चलता हूं ये हमारे पास एक ए पेज है और एक हमारे पास ये बी पेज है, और इन दोनों पेजेस के पास अपनी कुछ अथॉरिटी है या कुछ लिंक वैल्यू है, और वो लिंक वैल्यू यहां जो रिप्रेजेंट हो रही है वो स्टार्स के फॉर्म में लिंक वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। अब अगर हम लोग लिंक वैल्यू को पास करने की बात करें, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां से ना एक लिंक, इंटरनल लिंक यहां दे दिया, तो आप देख रहे हो ये 2 स्टार्स यहां पास हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके पास कुछ कम स्टार्स जो हैं वो बचे होंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर तो आप देख रहे हो ये 2 स्टार्स हैं, जिसमें से इसने कुछ स्टार यहां पास कर दिया, लगभग आधा स्टार यहां पास कर दिया। देखो 2 स्टार्स हैं, तो 2 तो इसने ले लिए यहां से, ठीक है, 4 थे ना इसके पास स्टार, तो एक लिंक इसने यहां भेजा, जिससे इसकी जो लिंक वैल्यू है वो यहां गई, तो 50% लिंक वैल्यू इसकी यहां चली गई, और बाकी की 50% लिंक वैल्यू अगर आप देखो तो यहां आ गई। तो फिर ये जो आधा आपको दिख रहा है स्टार, ये कहां से आया, ये बिकॉज ऑफ यहां से आया, तो आधा यहां से आ गया, और बाकी के जो इसके 2 थे, क्योंकि इसने 4 लिंक्स निकाले, इस बी पेज ने अपने से 4 लिंक निकाले, तो इसके पास जितना लिंक जूस था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। तो इसने 4 इंटरनल लिंक्स बनाए, इसने इसको एक जो है लिंक दिया, इसने इसको एक लिंक दिया, इसने इसको एक लिंक दिया, इसको इसने एक लिंक दिया, तो इक्वली जो है वो डिवाइड हो गया। तो 2 का जो लिंक जूस है वो 4 में डिवाइड होगा, तो भाई आधा ही आधा तो सबके हिस्से में आएगा, तो वही हुआ। तो लिंक जूस क्या है? लिंक जूस है अथॉरिटी। तो कहने का मतलब ये, क्या अथॉरिटी डिवाइड हो सकती है? मतलब अगर मेरी वेबसाइट पे, बहुत ध्यान समझना, अगर मेरी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा पेज है जिसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी अथॉरिटी को क्या हम यूज कर सकते हैं जो हमारे नए पेजेस हैं उन तक अथॉरिटी पास करने में? यस, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इंटरनल लिंकिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है इंटरनल लिंक का वो यही है कि जब हम कोई नया एक ब्लॉग लिखते हैं तो उस ब्लॉग पेज की कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पेजेस हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए पेजेस हैं, उनके ऊपर तो बहुत सारे बैकलिंक्स बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे बैकलिंक्स उस पेज को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस पेज की जो अथॉरिटी है वो ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो क्यों ना हम उस पेज की थोड़ी सी अथॉरिटी ले ले, इस चक्कर में कि हमारे जो नए पेजेस हैं वो भी ग्रो हो जाए। तो इसलिए भी हम लोग इंटरनल लिंक्स को यूज करते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होम पेज से ही बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होम पेज के ऊपर सबसे ज्यादा लिंक वैल्यू होती है। क्यों होम पेज के ऊपर सबसे ज्यादा लिंक वैल्यू? क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, तो जब मैं अपनी वेबसाइट का एसईओ करूंगा तो मैं होम पेज का ऑन पेज कर दिया, उसके बाद जब मेरे को बैकलिंक्स बनाने होंगे ना, तो ज्यादातर जो बैकलिंक्स है वो हमारे हम होम पेज के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। कहीं पर दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाकर अगर हम बैकलिंक्स बना रहे हैं तो सारे के सारे बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के होम पेजेस की तरफ पॉइंट करते हैं। तो अगर वो होम पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट के पॉइंट करते हैं तो होम पेज की अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर होम पेज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम होम पेज से जो है वो लिंक्स देना स्टार्ट कर दें। तो ये सही तरीका नहीं है एक्चुअली। आप के पास होम पेज में सबसे ज्यादा लिंक अथॉरिटी होती है, ये बात क्लियर है। लिंक जूस होता है या उस पेज की अथॉरिटी होती है, उस पेज की वैल्यू होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लिंक्स जो इंटरनल लिंकिंग्स हैं आप अपने होम पेज से ही बनाना शुरू कर दो। आपने नया एक ब्लॉग बनाया, उसका लिंक होम पेज पे लगा दिया कि होम पेज के पास तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, तो होम पेज से अगर हमें लिंक मिल जाएगा तो हमारा ये वाला जो इंटरनल पेज है ये भी जो है वो रैंक हो जाएगा, या इसको भी जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा, या लिंक वैल्यू जो है वो पास हो जाएगी। और अल्टीमेटली लिंक वैल्यू पास होगी तो अगर हमने बाकी फैक्टर्स भी एसईओ के ठीक रखे हैं तो अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद और भी हमने उसके बैकलिंक्स वगैरह बना रखे हैं तो फिर वो पेज हमारा रैंक हो जाएगा। अल्टीमेट गोल तो रैंकिंग का ही है, अगर मैं एसईओ के रिस्पेक्ट में इन सारी चीजों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने इन्हीं सारे पॉइंट्स को समराइज करके लिखा हुआ है। गूगल डिवाइड्स लिंक वैल्यू फ्रॉम पेजेस, जो मैंने बात आपको बताई थी। इफ यू लिंक योर न्यू कंटेंट टू एग्जिस्टिंग कंटेंट और ब्लॉग, इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। अब बात करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए कि इंटरनल लिंकिंग की बातचीत हुई क्यों रही है। अब ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि फायदे का सौदा है भाई इंटरनल लिंकिंग। अगर हम इंटरनल लिंक्स करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल, लेकिन ध्यान रखने वाली कुछ चीजें जरूर होंगी उसमें। उन पॉइंट्स को भी एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग को जो हमारे इंटरनल लिंक्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो,
क्रिएटिंग मोर कंटेंट कैन गिव यू स्कोप ऑफ क्रिएटिंग मोर इंटरनल लिंक्स। जाहिर सी बात है, मान के चलते हैं कि हमारी ये वेबसाइट थी a.com और इसके ऊपर हमारा ब्लॉग का सेक्शन था। तो गाइस जितने ज़्यादा हम कंटेंट बनाते जाएं, जितने ज़्यादा हम ब्लॉग्स बनाते जाएं, उतना हमारे पास एडवांटेज है कि हम उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो इंटरनल लिंकिंग है वो कर सकते हैं। इसका लिंक यहाँ लगा दिया, इसका लिंक यहाँ लगा दिया, इसका लिंक यहाँ लगा दिया, इससे लिंक यहाँ ले लिया, इससे लिंक यहाँ ले लिया। अब लिंक लेने का मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करिए और लिंक्स लेना शुरू कर दिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लिंक लेने का सीधा सा मतलब ये है कि रिलेवेंसी वगैरह देखते रहो, कि जैसे मैंने जो अभी व्हाट इज एसईओ वाला एग्जांपल बताया था, वो अगर कहीं उस टाइप से लागू होती है चीजें तो आप इंटरनल लिंकिंग करो। ऐसा भी नहीं है कि बिना मतलब आप जबरदस्ती की जो इंटरनल लिंकिंग है वो किए जा रहे हो, तो वो तो आपको नहीं करना है ना। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज यूज रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट, डोंट ओवर यूज सेम फ्रेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इस वाले पर्टिकुलर पेज को वो रैंक कराना चाहते हैं, मान लिया वो ऑन पेज वाले पेज को रैंक कराना चाहते हैं जिसके ऊपर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मेंशन है, तो बस वो इसी एंकर टेक्स्ट को उठाते हैं और इसी एंकर टेक्स्ट को अपने बाकी पेजेस में भी जाकर लगा देते हैं। जैसे ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 यहां पर भी लगा दिया और यहां से लिंक ले लिया आपने इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। तो दिस इज नॉट अ नाइस थिंग, ठीक है। आप देखो कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो कंटेंट है उससे रिलेवेंट क्या एंकर टेक्स्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम एंकर टेक्स्ट हो। एंकर टेक्स्ट डिपेंड करता है कि यहां पर क्या कंटेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको मेंशन करें, उसके बाद वहां पर आप एंकर टेक्स्ट मेंशन करके फिर इस पेज के ऊपर आप जो है वो इंटरनल लिंक्स मेंशन कर सकते हो। क्योंकि जब मैं इंटरनल लिंक की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एंकर टेक्स्ट को इग्नोर कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड इज अवॉइड लिंक्स टू टॉप पेजेस इन द हायरार्की। आपको ये नहीं करना है कि जैसे आपने इंटरनल लिंक्स जो बनाए वो सारे के सारे इंटरनल लिंक्स आप होम पेज के ऊपर लेकर जा रहे हो। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। होम पेज के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, आपको तो जो डीप पेजेस हैं आपके हायरार्की में, जो नीचे पेजेस हैं ना, उन पे आप लिंक करो ताकि लिंक वैल्यू वहां पास हो। लिंक वैल्यू हमेशा ऊपर से नीचे पास होती, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ था जो आप यहां पर देख रहे हो कि होम पेजेस के पास तो ऑलरेडी लिंक जूस होता है, या होम पेजेस के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा लिंक वैल्यू होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो पॉइंट कर रहे होते हैं। उस पेज के ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादातर केसेस में आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है ना वो लिंक जूस के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रिच होता है। तो भाई जिसके पास ज्यादा है उससे लोगे या वापस उसी को दे दोगे। तो बात समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है अपने को कि दूसरे पेजेस से होम पेज को लिंक मार देना है ताकि उसकी और लिंक वैल्यू जो है बढ़ती जाए। नहीं, जो आपके नए पेजेस है ना उन पर आपको यहां की जो लिंक वैल्यू है उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ, जो नेचर का नियम है हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, उस टाइप से इस चीज को ध्यान रखना कि हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है, कभी लो टू हाई फ्लो थोड़ी ना होता है, हाई टू लो हमेशा फ्लो होगा, ठीक है। तो जहां पर लिंक वैल्यू ज्यादा होगी वहां से हम लोग फ्लो कराएंगे लिंक जूस को उन पेजेस के ऊपर जहां पर हमारी उतनी ज्यादा लिंक वैल्यू नहीं है, और इसके लिए जो तरीका यूज करेंगे दैट इज एक्चुअली इंटरनल लिंकिंग। उसके बाद यूज नेचुरल लिंकिंग फॉर द रीडर। अब ऐसा भी नहीं है कि रीडर तो यहां पर पढ़ रहा है व्हाट इज एसईओ, अब इसमें आपने बीच में पता नहीं कहां से गूगल एडवर्ड्स की बात कर दी, जबरदस्ती की गूगल एडवर्ड्स की बात कर दी और ये गूगल एड्स वाले आपके ब्लॉग के ऊपर ले जा रहा है। दिस इज नॉट रिलेवेंट। तो यूजर को भी तो ध्यान में रखना है, ऐसा थोड़ी ना है सारा काम हमें बॉट के लिए करना है, हमेशा हमें गूगल के बॉट को ही खुश रखना है। भाई साहब गूगल का बॉट तभी खुश होगा जब यूजर खुश होगा, तो पहली प्रायोरिटी यूजर की रखनी है, गूगल का बॉट अपने आप खुश हो जाएगा। उसके बाद डू फॉलो लिंक्स आर यूज्ड इन इंटरनल लिंकिंग्स। ज्यादातर केसेस में हमें डू फॉलो लिंक्स को यूज करना है। डू फॉलो लिंक्स को इसलिए हमें यूज करना है क्योंकि जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये लिंक जूस का पूरा खेल है, लिंक जूस का खेल है, या लिंक वैल्यू। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करा रहा हूं, रट जाएगा आपको, वीडियो देखते ही एक बार रट जाएगा लिंक जूस लिंक वैल्यू। तो ये जो है ना ये तभी फ्लो होगा जब आप डू फॉलो लिंक देंगे। डू फॉलो लिंक का मतलब ये होता है कि ये वाला जो पेज है ना, पेज 1, ये बोल रहा है गूगल से कि देखो भैया मैंने डू फॉलो लिंक दिया, यहां से पेज 1 से पेज 2 पे एक लिंक गया और ये डू फॉलो गया, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, पेज 1 कह रहा है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं पेज 2 को, यहां पर लिंक पड़ा हुआ है ना इसका, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं पेज 2 को। तो वो रिकमेंडेशन की जिम्मेदारी ले रहा है, दैट इज एक्चुअली द डू फॉलो। तो डू फॉलो में ही लिंक जूस फ्लो होगा।
वरना लिंक जूस का कॉन्सेप्ट सारा खत्म। तो इंटरनल लिंकिंग के केस में ज्यादातर जो हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं दैट इज एक्चुअली द डू फॉलो। लेकिन समझना क्या है, स्ट्रैटेजी बना के चलनी है हम लोग को। स्ट्रैटेजी जरूर बनानी है कि कौन से पेज को किससे लिंक करना है, कौन से पेज को किस तरीके से लिंक करना है, ये सारी चीजें। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, वरना पता तो आपको भी चल जाएगा कि इंटरनल लिंक्स इंपॉर्टेंट है, बट क्या चीजों का ध्यान रखना है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे कैन रिड्यूस द बाउंस रेट, जैसे मैंने अभी बताया कि एक पेज से दूसरा पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे अगर यूजर जाएगा तो डेफिनेटली एक निगेटिव मेट्रिक होती है जिसको गूगल पसंद नहीं करता है, बाउंस रेट, वो रिड्यूस हो जाएगा। बाउंस रेट आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखेगी GA3 में, GA4 में बाउंस रेट आप ढूंढते रह जाओगे बट बाउंस रेट नहीं दिखेगा। GA4 वाली सीरीज में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि GA4 में अगर आपको बाउंस रेट समझना है तो फिर आपको इंगेजमेंट रेट समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली वहां बाउंस रेट नहीं है, बट GA3 में गूगल एनालिटिक्स में बाउंस रेट होता है। क्योंकि मैंने 2-3 बार इस वीडियो में बाउंस रेट शब्द का यूज किया। अब आप देखोगे कि भाई हमें बाउंस रेट पता कैसे चलेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर पेज का जो बाउंस रेट है वो कितना है। तो बाउंस रेट इस पर्टिकुलर पेज का कितना है वो आपको पता चलता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि बाउंस रेट का क्या मतलब है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। लेट्स से आपके इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर 10 लोग आते हैं, 10 लोग, और 10 लोग इस पेज से फिर आगे नहीं जाते, कुछ लिंक विंक आपने मेंशन ही नहीं किया, कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो इन 10 में से जो है कुछ लोग आगे नहीं जाते, कुछ मान लेते हैं आगे चले भी जाते हैं, तो 5 लोग आगे चले गए और 5 लोग यहीं से वापस चले गए। तो वापस जाना इस बाउंस, तो 5 डिवाइडेड बाई 10, और रेट की बात कर रहा हूं तो परसेंटेज की बात होगी, 100 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1/2 हो गया, यानी कि 50% का जो आपका बाउंस रेट है वो हो गया। यहां पर 50% का हमारा जो बाउंस रेट है वो यहां पर दिख रहा है, क्योंकि कितने लोग बाउंस हुए सेम पेज से, कितने लोग वहां से बाहर निकल गए, दैट इज बाउंस, डिवाइडेड बाय टोटल कितने विजिटर्स आए हुए थे। अगर सिंपल फॉर्मूले की बात करें, रेट की बात हो रही, रेट शब्द कहीं भी आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे मुद्दे की बात है कि परसेंटेज वो पूछ रहा है। रेट का मतलब ही परसेंटेज होता है, रेट जो यहां पर दिख रहा है। तो बाउंस का मतलब 5, फिर से मैं यहां लिख देता हूं, 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, इट इज 50%। और ये क्या है, ये बाउंस के नंबर्स हैं, और जो ये विजिटर्स आए थे वो थे। मैंने दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोग भूलो मत एक बार के लिए, ठीक है। तो दे कैन रिड्यूस द बाउंस रेट, और ये GA3 में अगर आपने GA3 या यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स जिसको बोलते हैं वो कर रखा है तो सामने ही आपको बाउंस रेट दिख जाएगा। पेजेस वाइज जाकर देख लेना, ठीक है। होम पेज का बाउंस रेट कितना है, दूसरे पेज का बाउंस रेट कितना है, उन सभी का एवरेज मिला लोगे तो पूरी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है, ये सारी चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिल जाएंगी। नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सारी बात समझ में आ गई, अब नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स कितने बनाए, 1 बैकलिंक बनाए, 2 लिंक बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, सर कितने बनाए। तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई नियम नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी कि आपको हमेशा रिलेवेंट इंटरनल लिंकिंग करनी है, इररिलेवेंट तो करनी नहीं है। जबरदस्ती लिंक बनाना है कि सर ने बोल दिया लिंक बनाना है, बड़े फायदे की चीज है, लिंक जूस पहुंच जाएगा, वेबसाइट रैंक हो जाएगी, तो इस चक्कर में कहीं भी चिपका दो, वो लिंकिंग नहीं करनी है अपने को। ये बात तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। तो रेलेवेंसी पहले देख लो, और उसके बाद मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपका 1000 वर्ड का कंटेंट है तो आप 4 बैकलिंक्स जो है, 4 लिंक्स जो है वो बना सकते हैं जो कि प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। प्रॉपर्ली मतलब शुरुआत में जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो ज्यादा अवेलेबल होती है। मतलब अगर मैं आपके कंटेंट की बात करूं, लेट्स से ये बॉडी ऑफ द कंटेंट है, बॉडी ऑफ द कंटेंट इसलिए कह रहा हूं, नीचे होता है हमारा फुटर, ऊपर होता है हमारा हेडर, तो यहां पर इसलिए मैं इस बॉडी ऑफ कंटेंट की बात कर रहा हूं। तो बॉडी ऑफ कंटेंट में जो लिंक्स टॉप पे होते हैं ना वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में, कंटेंट के स्टार्टिंग में अगर आपने लिंकिंग कर रखी तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं नंबर्स के ऊपर आ जाऊं तो मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है 4 लिंक्स आप लगा सकते हो ऑन एन एवरेज, अगर आप लगाना चाहते हो 1000 वर्ड्स के कंटेंट के अराउंड, ठीक है। अब वहीं पर आपने 1400 वर्ड्स लिख दिया तो फिर ऐसे कसम नहीं खा रखी कि हम 4 ही बनाएंगे, भाई 5 लग रहे हैं तो 5 लगा दो, ठीक है। लिंक इन द अपर सेक्शन ऑफ कंटेंट आर ऑलवेज वैल्यूएबल। तो गाइज आई बिलीव बहुत सारी चीजें ना विद रिगार्ड्स टू दिस इंटरनल लिंकिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल लिंकिंग आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आप इसको अप्लाई करना शुरू करो, समझना शुरू करो कि इंटरनल लिंक्स के बेनिफिट्स कितने ज्यादा। बट मेजर तौर पे अगर मैं बताऊं आपको तो 2 ही बेनिफिट्स हैं। एक तो क्रॉलर को स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का समझाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और जो दूसरा था वो लिंक जूस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो सही तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं, लेटेस्ट तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हैं। मैं वो स्ट्रैटेजीज नहीं बताता हूं जो आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुकी हैं, हम लोग उन्हीं स्ट्रैटेजीज के अराउंड डिस्कशन करते हैं, या मैं वही स्ट्रैटेजीज आपको सिखा रहा हूं जो आज के टाइम में काम करती हैं, या जिनको यूज करके मैं अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को
जो है वो रैंक करा चुका हूं या करा रहा हूं, राइट। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी विद रिगार्ड्स टू इंटरनल लिंकिंग। क्रॉल बजट का हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर ये क्रॉल बजट क्या होता है, मतलब इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स के अराउंड डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्रॉल बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गाइस, क्रॉल बजट वैसे तो टेक्निकल एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये फैक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हो जो लार्जर वेबसाइट्स हैं। अब लार्जर वेबसाइट्स का यहां पर जो मतलब है वो ये है कि अगर आपकी वेबसाइट लेट से 5000 से ज्यादा पेजेस की है या 10,000 पेजेस के अराउंड की अगर आपकी वेबसाइट है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्रॉल बजट का कॉन्सेप्ट आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको लगेगा सर क्या इतनी बड़ी वेबसाइट्स का भी एसईओ होता है? यस, इतनी बड़ी वेबसाइट्स का भी एसईओ होता है। तो अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जो बड़ी वेबसाइट है, तो फिर आपको इस वीडियो को और भी ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करनी है। क्रॉल बजट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता नहीं है जब हम बात करते हैं स्मॉल वेबसाइट्स की, ठीक है। छोटी वेबसाइट्स हैं या छोटा ब्लॉग है, तो ऐसे में आपका क्रॉल बजट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान देने की जरूरत है नहीं। कुछ बेसिक सी चीजें जैसे जो आपका साइट मैप है अगर वो प्रॉपर है, जो आपका robots.txt फाइल है वो प्रॉपर है, अगर आपके जो URL के स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है, अगर आपका जो सर्वर है वो अच्छा है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, तो फिर क्रॉल बजट के ऑप्टिमाइजेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। ये सारी चीजें छोटी वेबसाइट के लिए ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बट फिर भी हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए कि आखिर ये क्रॉल बजट का मतलब क्या है और क्रॉल बजट के ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेसिक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें कि क्रॉल बजट का मतलब क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हो बेसिक से डेफिनेशन दी हुई यहां पर। क्रॉल बजट इज द नंबर ऑफ पेजेस गूगलबॉट क्रॉल्स एंड इंडेक्सेस ऑन अ वेबसाइट इन अ गिवन टाइम फ्रेम। देखो यहां पर बात हो रही है रिसोर्सेस की, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे ये एक P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, हमारी वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस हैं। अब यहां पर जो क्रॉलर है, क्रॉलर भाई साहब जो हैं, ये क्रॉलर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो ये जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो एक गिवन टाइम फ्रेम में, लेट से मान के चलते टाइम, हम अपने हिसाब से कुछ भी टाइम यहां पर मान लेते हैं, जैसे मैं मान के चलता हूं 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर ये कितने पेजेस क्रॉल करेगा, ये 1 मिनट का टाइम इस क्रॉलर को किसने दिया, ठीक है, वो कहलाता है हमारी वेबसाइट का क्रॉल बजट, ठीक है। ये जो 1 मिनट का टाइम आपको दिख रहा है, ये जो क्रॉलर है हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को, इसको 1 मिनट के अंदर क्रॉल करना, हो सकता है 1 मिनट के अंदर ना क्रॉल हो पाए, ये भी हो सकता है। तो अब ये समझने की बात क्या है कि क्रॉल बजट जो हमारी वेबसाइट के लिए अलॉट हुआ है, ठीक है, गूगल के क्रॉलर को वो क्रॉल बजट अलॉट हुआ 1 मिनट, और अगर 1 मिनट में हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमारे सभी वेब पेजेस जो हैं वो क्रॉल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट को क्रॉलर के रिस्पेक्ट में आप क्रॉल बजट ज्यादा मिलना चाहिए, 3 मिनट का मिलना चाहिए, 4 मिनट का मिलना चाहिए, 5 मिनट का मिलना चाहिए, तब हमारे सभी पेजेस प्रॉपर्ली क्रॉल हो पाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर क्रॉल बजट ज्यादा होता है तो यह हमारे लिए फायदे की चीज है ना। अगर हम अपनी वेबसाइट के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर हमारी वेबसाइट के रिस्पेक्ट में हमारा क्रॉल बजट ज्यादा है, इसका मतलब कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम बिताएगा। अगर क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम बिताएगा, इसका मतलब वो हमारी वेबसाइट के दूसरे एस्पेक्ट्स को और अच्छे तरीके से समझ पाएगा। जितने अच्छे तरीके से वो हमारी वेबसाइट के एस्पेक्ट्स को समझ पाएगा, उतने अच्छे तरीके से उसको स्कैन भी कर पाएगा। तो क्रॉल बजट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट ये जो टाइम वाली बात है ना, अगर आपकी वेबसाइट छोटी है तो फिर टाइम वाली बात इतनी ज्यादा मायने रखती नहीं है, क्योंकि लिमिटेड क्रॉल बजट के साथ भी या छोटे क्रॉल बजट के साथ भी अगर आपकी वेबसाइट छोटी है, कम पेजेस वाली है, तो कम क्रॉल बजट में भी आपकी वेबसाइट को अच्छी तरीके से क्रॉलर समझ लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वहीं पर अगर हम बात करें 10,000 पेजेस की, जहां पर 10,000 पेजेस आप समझो, यहां पर क्रॉल बजट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यहां पर हमेशा एक इस बात का डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस जो हैं हमारी वेबसाइट के, मैं यहां पर 2-4 ही पेजेस बना पाऊंगा, लेकिन मान के चलते हैं 10,000 पेजेस हैं अगर यहां पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस को जो क्रॉलर है वो क्रॉल नहीं कर पाया क्योंकि क्रॉल बजट वहां पर एग्जॉस्ट हो गया। फिर से अगर डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, यहां पर देखो, इट इज द नंबर ऑफ पेजेस गूगल बॉट क्रॉल्स एंड इंडेक्सेस ऑन अ वेबसाइट विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो अगर कोई क्रॉलर है जिसका क्रॉल बजट कुछ ऐसा है, समझते हैं 25 पेजेस इन 1 मिनट, मान के चलते हैं ये इसका क्रॉल बजट है किसी वेबसाइट के लिए, कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो ये रहेगा, 25 पेजेस पर मिनट ये क्रॉल करेगा। वहीं पर एक दूसरी वेबसाइट है, दिस इज वेबसाइट 1, दिस इज वेबसाइट 2, और मान के चलते हैं इसके लिए जो क्रॉल बजट है वो 30 पेजेस
पर मिनट है। एक और वेबसाइट है वेबसाइट 3, यहां पर एक वेबसाइट है विच इज वेबसाइट 3, और इसके लिए जो क्रॉल बजट है वो मान के चलते हैं 35 पेजेस पर मिनट है। देखो यहां पर हमें इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि 35 है या मिनट है, इसके ऊपर नहीं ध्यान देना है। जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो सबसे कम है, इसका ज्यादा है, इसका उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का क्रॉल बजट कितना होना चाहिए? मतलब सबसे पहले तो हमें यह समझना था कि क्रॉल बजट का मतलब क्या होता है। तो जब कोई क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है ना, तो उसको एक कुछ रिसोर्सेज अलॉट हुई होती कि देखो भाई तुमको इतने ही पेजेस इतने टाइम में क्रॉल करने हैं, ठीक है, तो इतने टाइम में इतने पेजेस क्रॉल करके वापस आ जाओ। जो छूट जा रहे हैं कोई बात नहीं, वो बाद में देखे जाएंगे, दोबारा जब रिक्रॉलिंग होगी तब देखे जाएंगे, अभी इतने ही क्रॉल करके वापस आ जाओ। तो एक वेबसाइट के लिए क्रॉलर को कुछ क्रॉल बजट दिया गया, दूसरी वेबसाइट के लिए क्रॉलर को कुछ दूसरा क्रॉल बजट दिया गया। तो ऐसा क्यों? गूगल का क्रॉलर जब एक ही है तो इस वेबसाइट के ऊपर जाता है तो ज्यादा क्रॉल बजट लेकर जाता है, इस वेबसाइट के ऊपर जाता है तो कम क्रॉल बजट लेकर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? तो जो क्रॉल बजट है ना, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों ये अलग अलग क्रॉल बजट अलग अलग वेबसाइट्स को मिल रहा है? इसको समझने के लिए हमें दो चीजें यहां पर और समझनी पड़ेंगी। क्रॉल बजट इज द लेवल ऑफ अटेंशन योर वेबसाइट गेट्स फ्रॉम द क्रॉलर्स ऑन सर्च इंजन्स, कितना अटेंशन उनको मिलेगा, ठीक है। हायर अथॉरिटी वेबसाइट में गेट हाई क्रॉल बजट। अब यहां पर सारी चीज छुपी हुई है जो आप देख रहे हो। हाई अथॉरिटी वेबसाइट कहने का मतलब यह कि अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी पुरानी हो चुकी है, अगर वेबसाइट के ऊपर बेहतर कंटेंट है, अगर वेबसाइट के ऊपर रेगुलर कंटेंट है, अगर वेबसाइट के ऊपर फ्रेश कंटेंट है, अगर वेबसाइट जो है बग फ्री है, आपकी वेबसाइट का जो सर्वर है वो अच्छा है, मतलब कहने का मतलब अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो अच्छी है और जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी गाइडलाइंस है गूगल की, उनके हिसाब से अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है और रेगुलरली उसके ऊपर कंटेंट जा रहा है, तो गूगल को भी लगता है यार ये वेबसाइट तो रेगुलर कंटेंट डाल रही है, रेगुलर बेसिस पर इसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, तो जल्दी से चलो इस वेबसाइट के ऊपर जो है हमें क्रॉलिंग करनी और इंडेक्स करके हमें अपने सर्वर में रख लेना इस वेबसाइट के जो नए कंटेंट है या नए जो आर्टिकल्स हैं या जो नए ब्लॉग्स हैं। क्यों? क्योंकि गूगल भी तो यही चाहता है कि दुनिया भर में जो नए नए आर्टिकल्स, नया नया कंटेंट बन रहा है, उसकी सबकी इंफॉर्मेशन इंडेक्स करके गूगल रख ले, ताकि यूजर कुछ सर्च करे तो गूगल बड़ी आसानी से उसको दिखा सके। तो गूगल का भी तो पर्पस यही है। तो अब गूगल को यह समझ में आ गया कि भाई ये एक वेबसाइट है a.com और ये लोग ना अपनी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा रेगुलर कंटेंट डालते रहते हैं। पहली बार वो आया था तो उसने देखा था 10 पेजेस हैं, फिर दोबारा वो जब आपके वेबसाइट के ऊपर आया तो उसने देखा 15 पेजेस हो गए, फिर आपके वेबसाइट पे आता है तो वो देखता है कि 30 पेजेस हो गए। अब उसको समझ में आ गया यार ये वेबसाइट तो अथॉरिटी वेबसाइट है, ये वेबसाइट तो अच्छी वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है तो चलो इसकी हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट की कैटेगरी में इसको रख देते हैं, समझ लेते हैं कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, और इसको जो हम अपना क्रॉल बजट एलोकेट करेंगे वो हायर क्रॉल बजट जो है वो एलोकेट कर देंगे इसको। तो जो बजट है कि क्रॉल बजट 25 पेजेस पर मिनट या 30 पेजेस पर मिनट या 300 पेजेस पर मिनट का जो क्रॉल बजट लेकर क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये कौन डिसाइड करता है? ये आप ही डिसाइड करते हो या आपकी वेबसाइट ही डिसाइड करती है? अगर वेबसाइट कोई ऐसी है जिसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट है तो उसका क्रॉल बजट भी ज्यादा होगा। क्रॉल बजट को और डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ और चीजों पे खासा ध्यान देने की जरूरत है या उसको भी और अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहली चीज है क्रॉल लिमिट, होस्ट लोड। इस फैक्टर को हमें समझने की जरूरत है, यह भी डिटरमाइन करता है कि हमारा क्रॉल बजट जो है वो कितना होगा। ठीक है, मान के चलते हैं यहां पर कि क्रॉलर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आपकी वेबसाइट पे आने के बाद क्रॉलर कितने पेजेस को पैरेलली क्रॉल कर सकता है। अब इस बात को समझो, जैसे ये एक पेज 1 है, ये एक पेज 2 है, ये एक पेज 3 है, ये एक पेज 4 है, तो क्रॉलर ऐसे कितने पेजेस को पैरेलली क्रॉल कर सकता है। अब कितने पेजेस को पैरेलली क्रॉल करना ये किस बात पे डिपेंड करता है भाई साहब? इस बात को ऐसे समझते हैं हम लोग, हम अपने लैपटॉप की पावर स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमारे इंटरनेट कनेक्शन को कैसे हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं कितना पावरफुल हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। हम क्रोम में जाते हैं और अपने बहुत सारे टैब्स जो हैं उनको खोल देते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सारे टैब्स प्रॉपर्ली खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे लैपटॉप तो बहुत ही अच्छा है ना, कि सारे टैब्स एक साथ खुल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन हम लोग एक साथ जो है वो रन कर ले रहे हैं। इसी तरीके से
जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है और देखता है कि बहुत सारे पेजेस को ये पैरेलली क्रॉल कर ले रहा है, बहुत सारे पेजेस को क्रॉल करने का मतलब क्रॉलर यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, यानी कि सर्वर से पेजेस उठ के आ रहे हैं। सर्वर से पेजेस उठ के आने का मतलब यह हुआ कि इस वेबसाइट की अगर और आसान भाषा में समझूं तो होस्टिंग बहुत अच्छी है। तो कितनी अच्छी होस्टिंग है ये डिटरमाइन करती है कि कितने पैरेलल पेजेस क्रॉलर जो है वो क्रॉल कर सकता है गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्रॉल लिमिट। तो जितनी कम क्रॉल लिमिट होगी उतना कम क्रॉल बजट आपको एलोकेट होगा। जितनी कम क्रॉल लिमिट होगी, वो क्यों हो रही है भाई साहब? आपने सर्वर पे ध्यान नहीं दिया, आपका सर्वर थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए आपकी जो क्रॉल लिमिट है वो कम है। पैरेलली आपके जो पेजेस हैं वो नहीं क्रॉल हो पा रहे हैं, ज्यादा पेजेस नहीं क्रॉल हो पा रहे, और ये प्रॉब्लम है। तो आपका जो क्रॉल बजट है वो भी आपको कम देगा गूगल की। ठीक है भाई साहब, आप अपना पहले जो क्रॉल लिमिट है उसको तो इंक्रीज करो। अगर आप अपनी क्रॉल लिमिट इंक्रीज कर देते हो, अपनी वेबसाइट को अथॉरिटी वेबसाइट में लेकर आ जाते हो, जैसे मैंने यहां पर बताया हुआ था, तो उस पर्टिकुलर केस में अगली बार जो है वो आपका क्रॉल बजट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि क्या टाइम के साथ क्रॉल बजट इंक्रीज हो सकता है? यस, टाइम के साथ क्रॉल बजट इंक्रीज हो सकता है। जब आपकी वेबसाइट नई नहीं होती, आप वेबसाइट की शुरुआत करते हो, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, तो बिना मतलब गूगल अपने क्रॉलर की रिसोर्सेज आपकी वेबसाइट पे नहीं खर्च करता है। कहता है ठीक है, थोड़ा टाइम देने दो, देख लेते हैं कितने दिनों तक वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करते हो, उसकी अथॉरिटी बिल्ड करना शुरू करते हो, वैसे वैसे गूगल का क्रॉलर जो है ज्यादा क्रॉल बजट लेकर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने ठीक से अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किया है तो आपकी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। तो एक और चीज का आपको आंसर मिल गया यहां पर। सेकंड जो है क्रॉल डिमांड। क्रॉल डिमांड कितनी है, मतलब हम अपनी तरफ से क्रॉलर से क्या बोल रहे हैं, ज्यादा लेकर आओ भाई, ज्यादा क्रॉल बजट लेकर आओ। ज्यादा क्रॉल बजट हम क्यों लेकर आने के लिए बोल रहे हैं उससे? क्योंकि हमारे जो यूआरएल्स हैं वर्थ क्रॉलिंग है बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलैरिटी एंड ऑफन इट्स बीइंग अपडेटेड। देख रहे हो यहां पर जो मैंने आपको बताया, कंटेंट अगर हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, नए पेजेस को ऐड कर रहे हैं, वेबसाइट में कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो हमारे जो यूआरएल्स हैं वो वर्थ क्रॉलिंग है। ठीक है, अगर वर्थ क्रॉलिंग है हमारे यूआरएल्स, तो जो क्रॉलर है वो हमारे क्रॉलिंग शेड्यूलिंग भी एक चीज करता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स हैं उनको किस ऑर्डर में क्रॉल किया जाएगा, उनको किस हिसाब से प्रायोरिटी के बेसिस पे रखा जाए, कौन से यूआरएल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से यूआरएल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको ये बेसिक पता है कि अगर यूआरएल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हायरार्की के हिसाब से इंपॉर्टेंस डिफाइन होती है। मतलब कि अगर हम अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज पेज, उसके बाद सर्विसेज के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम सेकंड लेवल पर आ गए, और उन सब सर्विसेज के अंदर भी अगर हम बात करें तो हम थर्ड लेवल पर आ गए। ठीक है, तो हायरार्की की जब हम बात करते हैं तो जो वेबसाइट के पेजेस वेबसाइट के हायरार्की में टॉप पे होते हैं हमेशा उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। फाइन, तो यहां पर कि कौन से यूआरएल वर्थ क्रॉलिंग है, किनको प्रायोरिटी पे वो क्रॉल करेगा। तो अगर आपके बहुत सारे यूआरएल्स लेवल 1 के ऊपर हैं तो आपके पास ज्यादा क्रॉल बजट आने की पूरे चांसेस हैं। तो क्रॉल डिमांड एंड क्रॉल शेड्यूलिंग इज कि सबसे पहले कि आप कि वेबसाइट की क्रॉल डिमांड क्रॉलर के हिसाब से कितनी बन रही है, कुछ काम वाम आप कर रहे हो कि नहीं वेबसाइट के ऊपर, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी क्रॉल डिमांड आप जनरेट करते हो, जितनी क्रॉल डिमांड जनरेट होगी उतना क्रॉलिंग शेड्यूलिंग काम करेगी। मतलब क्रॉल डिमांड के बाद जो स्टेप आता है वो क्रॉल शेड्यूलिंग आता है कि कैसे कैसे क्रॉल करना है। और उसके बाद यहां पर ये सब चीजों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका भी है कि जो क्रॉल लिमिट है वो कितनी है, कितने पेजेस वो पैरेलली क्रॉल कर सकता है क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। तो ये सारी चीजें भी इस चीज का आंसर देती हैं कि आखिर क्रॉल बजट किस तरीके से असाइन होता है। तो आई बिलीव अभी आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। क्रॉल बजट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकर कौन आता है, वेबसाइट टू वेबसाइट डिफर क्यों होता है, और चलो मान लिया डिफर भी होता है तो असाइन कैसे होता है, अभी आपको समझ में आ गया किस तरीके से असाइन होता है। बाकी मैं यहां पर एक रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, गूगल सर्च कंसोल में आप क्रॉल स्टार्ट्स में जाकर भी आप देख सकते हो कि क्रॉलिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर दिख जाती है। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो कि क्रॉल स्टेट्स क्या है, क्रॉल बजट जो है वो क्या है, कितने पेजेस मेरे क्रॉल हो रहे हैं, क्या डिमांड है क्या नहीं है, तो वो सारी चीजें आप गूगल सर्च कंसोल में भी जाकर देख सकते हो। उसका मैं जो रिकॉर्डिंग है यहां साइड में लगा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज को समझने में। बाकी इन सारी चीजों की और डिटेल में बात गूगल सर्च कंसोल के अंदर की जो बातचीत है वो गूगल सर्च कंसोल वाले
जो हमारी प्लेलिस्ट होगी उसमें करी जाएगी। नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज फॉर क्रॉल बजट, मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स के ऊपर अगर हमने काम कर लिया तो हमारा क्रॉल बजट तो ऐसे ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहां पर समझो आप, यूआरएल्स विद पैरामीटर्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देख रहे हो, इस टाइप के यूआरएल्स जो बेसिकली जब कुछ यूजर सर्च करता है तो इस टाइप से यूआरएल्स आप देखते हो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप देखते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड यहां पर जो यूआरएल्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं। अब ऐसे यूआरएल्स एडिशनल यूआरएल्स ही तो हैं, ये मेन मुद्दे के तो यूआरएल्स है नहीं। मतलब मेन मुद्दे का यूआरएल तो हमारा ये है abc.com, ये है /products ये है, और उसके बाद अगर मैं यहां पर शूज हैं तो ये है, या यहां पर मैं मान लूं बेल्ट्स है तो ये है, अगर मैं मान लूं चेयर्स तो ये है, अगर मैं मान लूं कैमरा तो ये है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट यूआरएल्स हैं। बट यहां पर अगर पैरामीटर्स आ रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहूंगा। और साइट जो है robots.txt वाले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इन सबको हमें इग्नोर करना होता है। तो ये काम हम robots.txt की भी हेल्प से कर सकते हैं कि इस टाइप के जो यूआरएल्स हैं उनको हम इग्नोर कर दें या उनको हम लोग अलाउ ना करें उनकी क्रॉलिंग, ठीक है। तो अगर हम उनकी क्रॉलिंग ही नहीं अलाउ करेंगे तो जो बिना मतलब का क्रॉल बजट है वो वेस्ट नहीं होगा, है ना। क्रॉल बजट क्या है कि भाई कितने पेजेस क्रॉल होने हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में। तो अगर मैंने सिस्टम को यही बता रखा है, देखो भाई ये तो पेजेस इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो हम क्रॉल बजट का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। देखो ऑप्टिमाइजेशन शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को हम इफेक्टिवली कैसे यूज करें, दैट इज एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपसे कहूं बजट ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास कुछ पैसे है उसके ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप अपने पैसे कहां पर खर्च कर रहे हो, सही जगह पे खर्च कर रहे हो या नहीं। तो उसी तरीके से क्रॉल बजट को हम सही जगह पर खर्च कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए बिना मतलब के अगर हमारे यूआरएल इंडेक्स हो रहे हैं या क्रॉल हो रहे हैं और हम उनको किसी तरीके से रोक सकते हैं, रोकने का तरीका है robots.txt। अगर हम उनको रोक सकते हैं तो फिर हम उनको रोके क्योंकि वो नॉन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज ब्रोकन लिंक्स। ये भी जो है डेड एंड्स क्रिएट करते हैं और ब्रोकन लिंक्स भी एक ऐसी चीज है जो बेसिकली हमारे क्रॉल बजट को हैम्पर करती है या क्रॉल बजट के ऑप्टिमाइजेशन को हैम्पर करती है। उसके बाद मोर रिडायरेक्शंस कैन क्रिएट प्रॉब्लम। जैसे एक यूआरएल था आपका a.com/a, यहां से रिडायरेक्शन हो रहा है /b, यहां से रिडायरेक्शन हो रहा है /c, यहां से रिडायरेक्शन हो रहा है /d। तो ऐसे अगर आप बहुत सारे रिडायरेक्शन कर रहे हो तो भाई बिना मतलब के रिडायरेक्शन हो रहे हैं, यहां कुछ रिसोर्स, यहां रिसोर्स वेस्ट हो रही है और अल्टीमेटली क्रॉलर को पहुंचना यहां था और इतनी सारी उसने रिसोर्सेज वेस्ट कर दी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें जो है क्रॉल बजट के ऑप्टिमाइजेशन से सफर होना पड़ेगा क्योंकि क्रॉल बजट का तो ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हुआ नहीं, ठीक है। कंटेंट शुड बी क्रॉलिंग फ्रेंडली, क्रॉलिंग में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। HTML वगैरह अगर हम यूज कर सकते हैं यूज करें, बिना मतलब के जावास्क्रिप्ट वगैरह ना यूज करें अगर जरूरत नहीं है तो इन सारी चीजों का ध्यान दें। होस्टिंग, इसकी मैंने पहले भी बात करी, अगर पेजेस हमारे ठीक तरीके से लोड ही नहीं हो पाएंगे, अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा अच्छा सर्वर से तो क्रॉलर भी पेजेस को कैसे रेंडर करेगा, ठीक है। पेज ही नहीं लोड हो रहे हैं, पेज ही नहीं प्रॉपर्ली रेंडर हो पा रहे हैं तो क्रॉल बजट का ऑप्टिमाइजेशन हैम्पर होगा। अब ये सारे पॉइंट्स ना आपको ऑन पेज जैसे नहीं लग रहे होंगे कि अरे वेबसाइट पे जाके चेंजेस करने थे, वो काम तो बहुत आसान था, ये तो बड़ा टेढ़ा काम लग रहा है। लेकिन इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया अगर कुछ पेज है ना तो बहुत ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत है नहीं आपकी, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एसईओ सीख रहे हो तो पता जरूर होना चाहिए। लेकिन 10, 20, 50 पेज हैं और आप सोच रहे हो कि क्रॉलिंग के लिए जो हमें क्रॉल बजट मिल रहा है उसको ऑप्टिमाइज कर ले तो वहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। साइट मैप वगैरह अच्छे से बना दो, वही सारी डायरेक्शंस ना क्रॉलर को दे देता है कि देखो ये यूआरएल है, ये यूआरएल है, ये यूआरएल, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। robots.txt से जो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें उसको पहले ही आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप कर दे रहे हो तो क्रॉल बजट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड द हायरार्की ऑफ द वेबसाइट, मेक श्योर इंपॉर्टेंट पेजेस आर हायर इन द हायरार्की, क्योंकि जो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे कि वो ये भी देखता है कि कौन से यूआरएल्स वर्थ क्रॉलिंग है, कौन से यूआरएल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम स्टार्टिंग में क्रॉल करा दें, ऐसे कौन से यूआरएल्स हैं। तो ऐसे में अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट यूआरएल जो आपको उनको आपने हायरार्की में नीचे रखा हुआ है तो आपके लिए वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारा जो क्रॉल बजट है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर बहुत सारे लोग इस चीज के अराउंड बात नहीं करते या ये चीज बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। रीजन यही है कि ज्यादातर केसेस में हम नॉर्मल या छोटी वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं जहां पर ये इतना इफेक्ट करती नहीं। आई बिलीव बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर नेकेड लिंक्स का मतलब क्या होता है और अगर हमने हमारे किसी वेब पेज के ऊपर एक नेकेड लिंक लगा रखा है तो किस तरीके से वो हमारे
एसईओ के जो एफर्ट्स है उसको इंपैक्ट करेगा, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। गाइस ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कई बार हम लोग बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे देते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने में बहुत जो है एनर्जी और टाइम लगा देते हैं, और ऐसे बहुत ही बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेकेड लिंक का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम नेकेड लिंक को यूज करें तो किस तरीके से वो हमारे एसईओ को इफेक्ट कर सकता है। तो गाइस यहां पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो कोई भी लिंक जो मैंने अपनी वेब पेज के ऊपर लगाया हुआ है, यहां पर मैं स्पेशली बात कर रहा हूं इंटरनल लिंक के रेफरेंस से, कि मेरे पास कोई एक मेरा वेब पेज है, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर दिस इज वेब पेज, ये मेरी वेबसाइट का कोई वेब पेज है और इसके ऊपर मैंने एक लिंक लगा दिया और उसको मैंने कोई एंकर टेक्स्ट नहीं दिया। अगर मैं अपने लिंक को कोई एंकर टेक्स्ट नहीं देता हूं तो सीधा सा मतलब है कि वो एक नेकेड लिंक है, मतलब अ लिंक विदाउट एन एंकर टेक्स्ट इज एक्चुअली अ नेकेड लिंक। अब गाइस यहां पर ये जो मैंने नेकेड लिंक लगा दिया, लेट्स से ये लिंक मेरे दूसरे वेब पेज को पॉइंट कर रहा है, दिस इज वेब पेज 2, इसको पॉइंट कर रहा है। अब गाइस यहां पर सवाल ये आता है, एक दो सवाल यहां पर खड़े होते हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है, तो क्या गूगल हमें इसका कोई एडवांटेज देगा? तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने कोई भी ऐसा लिंक यूज किया है जो नेकेड लिंक है, इसका मतलब उसके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं अटैच है। सीधी सी बात है, क्रॉलर जब यहां आएगा, इस वेब पेज के ऊपर आएगा, तो देखेगा इस वेब पेज का कंटेंट जो है वो है, और उसके बाद यहां पर एक लिंक है जो इस पेज के ऊपर जा रहा है। मतलब कोई भी कॉन्टेक्स्ट इन दोनों पेजेस के बीच का जस्टिफाई नहीं हो रहा है, कोई भी रिलेशनशिप इन दोनों पेजेस के बीच की जस्टिफाई नहीं हो रही है। तो अगर आप अपने वेब पेज के ऊपर एक नेकेड लिंक लगा देते हो तो बस वो एक नॉर्मल लिंक की तरह है। आप सोचो कोई बहुत ही खास आपको एसईओ एडवांटेज उससे मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लिंक्स होते हैं ना, स्पेशली जो इंटरनल लिंक्स होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब जो इंटरनल लिंक्स की वैल्यू है ना, इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि जो एक लिंक दूसरे पेज की तरफ जा रहा है या दूसरे पेज के साथ कनेक्टेड है, इन दोनों में आपस में क्या कॉन्टेक्स्ट है या आपस में क्या रिलेशनशिप है। बट और वो जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली डिफाइन होती है एंकर टेक्स्ट से। जैसे यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं व्हाट इज एसईओ, ये मेरा हो गया एंकर टेक्स्ट, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कोई भी यूजर आएगा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है, और यहां पर एसईओ के बारे में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन है। तो गूगल का क्रॉलर है, गूगल का सिस्टम जब इस चीज को समझने की कोशिश करे, समझ में आएगा कि यहां पर जो इंटरनल लिंक मौजूद है वो एक रिलेवेंट पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। तो यहां पर कोई रिलेवेंसी नहीं है। अगर मैंने एंकर टेक्स्ट यहां से बाहर निकाल लिया तो कोई रिलेवेंसी रही नहीं, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब एसईओ में कोई खास फायदा हमें नहीं होने वाला है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इंटरनल लिंक्स यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सीधे सीधे हम नेकेड लिंक्स को यूज कर लें, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, राइट। बट यहां पर होता क्या है कि जैसे ये मैंने लिंक जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है, बट लिंक मैंने यूज किया तो इसका एंकर टेक्स्ट फिर होगा क्या? अगर कुछ नहीं है तो क्या एंकर टेक्स्ट नहीं है? देखो, इसका जो एंकर टेक्स्ट है ना, यहां जो कंटेंट है ना, वो ही एज एंकर टेक्स्ट यूज होगा। जैसे मैंने यहां पर पॉइंट भी लिखा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हो, इन द नेकेड लिंक, लिंक इटसेल्फ एक्ट्स एज अ एंकर टेक्स्ट, जो कि किसी भी काम का नहीं है हमारे। Hence there is no context where it is linking to. Fine, तो वही मैं बात आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा था। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि गूगल जहां पर मेरा लिंक है उसके आसपास जो कंटेंट है, उसके आसपास जो मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन करी हुई, क्या उसके बेसिस पर वो नहीं समझ सकता कि ये लिंक कहां पर पॉइंट कर रहा है? बात समझने की कोशिश करना। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये मेरा एक वेब पेज है और यहां मैंने इंटरनल लिंक लगाया, और ये कौन सा लिंक है? ये नेकेड लिंक है, मैंने कोई एंकर टेक्स्ट नहीं दिया। बट यहां इसके आसपास तो बहुत सारा मैंने कंटेंट लिखा हुआ है ना। लेट्स से मैंने यहां पर कंटेंट लिखा हुआ है अराउंड डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या गूगल का सिस्टम या गूगल के बॉट्स जो इतने एडवांस हो चुके, क्या इस चीज को नहीं समझ सकते कि ये वाला जो यहां पर लिंक लगा हुआ है, इसके आसपास डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये जो लिंक है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लिंक है। तो अगर ये लिंक किसी ऐसे कंटेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है या किसी ऐसे कंटेंट की तरफ लेकर जा रहा है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट है, तो ये क्या रिलेवेंसी इस तरीके से बिठाई जा सकती है? क्या इस तरीके से जो गूगल का सिस्टम है वो एक नेकेड लिंक को कोई वैल्यू दे सकता है? देखो, समझ सकता है गूगल, ठीक है। पहला जो मैंने सवाल रेस किया था आप लोगों से कि क्या हमें यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि नेकेड लिंक नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज ये कि सवाल ये आता है कि नेकेड लिंक के अराउंड कंटेंट से क्या गूगल का सिस्टम या बॉट ये समझ पाता है कि ये लिंक किस चीज के अराउंड है? बिल्कुल समझ पाता है, बट प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए ना तो ये बहुत ही सेकेंडरी या उसके बाद की चीज है। आप इसको ऐसे समझो, मतलब गूगल अगर इसको समझ भी लेता है ना तो भी उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देता नहीं, क्योंकि जो वैल्यू एंकर टेक्स्ट की है ना,
एंकर टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है दो पेजेस के बीच में, वो कॉन्टेक्स्ट एक पेज के कंटेंट से नहीं पता चलेगा कि इस लिंक के अराउंड वो कंटेंट है, तो इसका मतलब ये लिंक उसी चीज के अराउंड है और ये लिंक जिस पेज को पॉइंट कर रहा है वो भी उसी चीज के अराउंड है। तो ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दूसरा सवाल ये है कि भाई यहां क्या लिंक जो है इसके अराउंड जो कंटेंट है उससे गूगल इस बात को नहीं समझ पाएगा कि ये लिंक किस बारे में है, तो बिल्कुल समझ जाएगा कि ये लिंक किस बारे में है, लेकिन वो उसको उतनी वेटेज नहीं देगा। तो ऐसे छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ पड़े रहते हैं, बट ऐसी चीजों के भी आंसर्स हमारे पास होनी चाहिए अगर हम बेहतर तरीके से एसईओ जो है वो करना सीखना चाहते हैं। इन पॉइंट्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। कैन सराउंडिंग टेक्स्ट कंटेंट द पेज प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट, ये क्वेश्चन है। यस इट कैन प्रोवाइड बट नॉट मेजर, इट इज नॉट रिकमेंडेड, मतलब अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ने की कोशिश करूं, इट्स एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड टू यूज नेकेड लिंक्स। गाइस हम लोग सर्च कंसोल का बेसिक जो है ना वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर हमें सर्च कंसोल की जरूरत क्यों पड़ती है। एज एसईओ पर्सन क्यों हम सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको गूगल सर्च कंसोल का टूल जो है वो सॉल्व करता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। गाइस ऐसा भी हो सकता था कि मैं डायरेक्टली शुरू करूं कि किस तरीके से हमें हमारी वेबसाइट को सबमिट करना है गूगल सर्च कंसोल के टूल के अंदर, बट वो स्टेप 2 हो जाता। अगर हमें अच्छे तरीके से गूगल सर्च कंसोल को समझना है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर गूगल सर्च कंसोल की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से ये एसईओ पर्संस की हेल्प करता है। चलिए शुरू करते हैं और इन सब चीजों को बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि व्हाई वी सबमिट वेबसाइट टू सर्च कंसोल, क्यों हमें हमारी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना है। तो गाइस मैं मान के चलता हूं, देखो यहां पर हमारे पास हमारी वेबसाइट है और वेबसाइट को और आसान भाषा में यहां पर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं। ये एक वेब पेज 1 है, ये 2 है, ये एक वेब पेज 3 है और यहां पर अगर आप देखो तो ये वेब पेज 4 है। एक्चुअली हम चाहते क्या है कि ये जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ना, यहां पर हमारे वेब पेजेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो फिर यहां पर हमारे वो वेब पेजेस जो है वो शो करे। यही हम चाहते हैं कि गूगल के फर्स्ट पेज में शो करे और धीरे धीरे जो है ना टॉप में शो करने लगे। दिस इज व्हाट वी वांट एज एसईओ पर्सन या एज वेबसाइट ओनर। अब इसके लिए जो बेसिक प्रोसेस है वो होती क्या है कि जब गूगल का जो क्रॉलर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद हमारी वेबसाइट को स्कैन करता है, दैट इज एक्चुअली हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, और क्रॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है उससे उसको समझ में आ जाता है कि ये वेबसाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं वो किस टाइप के कंटेंट के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे ये वाला हमारा पेज जो है लेट्स से वो स्पोर्ट्स कंटेंट के ऊपर है, ये वाला जो हमारा पेज है लेट्स से वो न्यूज़ कंटेंट के ऊपर है। तो ये सारे कंटेंट को रीड करने के बाद, स्कैन करने के बाद, क्रॉल करने के बाद क्रॉलर को समझ में आ जाता है ये वेब पेज किस बारे में। तो जब उसे क्लैरिटी हो जाती है तो वो इस वेब पेज का एक इंडेक्स बना देता है अपने सर्वर के अंदर और इस वेब पेज को वो स्टोर कर लेता है, और आसान भाषा में समझो तो स्टोर कर लेता है इस तरीके से कि भाई ये वाला जो वेब पेज है ना ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब कोई अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेरी करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हमारा जो वेब पेज है वो रैंक हो, यही प्रोसेस है। बट गाइस ये जो क्रॉलर का और वेबसाइट का इंटरेक्शन है ना ये और स्मूथ हो सके, हमें पता चल सके कि क्रॉलर ठीक तरीके से हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वाले वेब पेज को स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वाले वेब पेज के ऊपर कोई एरर तो नहीं है, इस वाले वेब पेज के ऊपर और कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। हो सकता है ये वेब पेज जो है ना वो क्रॉल हो गया लेकिन इंडेक्स नहीं हो पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हम एज यूजर जानना चाहें, रिपोर्ट्स लेना चाहें तो हम कहां जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए गूगल ने जो हमें टूल दिया हुआ है उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल बोलता है देखो भाई सबसे पहला काम तो आप ये करो कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो सबसे पहले उसको गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिट कर दो। जैसे ही आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करोगे इसका मतलब ये है कि आप गूगल के बॉट्स के साथ या क्रॉलर्स के साथ डायरेक्ट टच में आ गए, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल तो गूगल का ही प्रोडक्ट है। अब ये गूगल का प्रोडक्ट है, अब इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट सबमिट कर दी। वेबसाइट सबमिट करने का सीधा सा मतलब आपने अपने यूआरएल सबमिट कर दिए। अब आपका एक कोई यूआरएल है abc/a, ये आपका कोई यूआरएल है। अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये सबमिट है, तो अब अगर क्रॉलर वहां से आएगा और आपके यूआरएल को क्रॉल करेगा, दैट इज एक्चुअली आपके पेज को क्रॉल करेगा, और क्रॉल करने के बाद जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी वो एक रिपोर्ट तो बनाएगा ना कि देखो भाई तुम्हारे पेज में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छी चीज है, ये गड़बड़ चीज है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपको दिखाएगा। तो कैसे दिखाएगा? वो रिपोर्ट्स आपको दिखाएगा थ्रू गूगल सर्च कंसोल। तो अभी आपको बात समझ में आ गई कि ये जो गूगल सर्च कंसोल है ये कर क्या रहा है। ये एक्चुअली क्रॉलर्स के और हमारी वेबसाइट के
बीच में एक ब्रिज की तरीके से एक्ट कर रहा है। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है एज अ टूल कि क्रॉलर हमारी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करे, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, या हमारी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, या गूगल क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। ये सारी चीजें जो बताने का काम है ये करता है हमारा गूगल सर्च कंसोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सबमिट कर देंगे तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी बहुत सारे छोटे बड़े टूल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मॉनिटर करते हैं और उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट्स बनाकर देते हैं। तो इसका मतलब गूगल सर्च कंसोल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज रिपोर्ट्स एंड उसके अंदर भी जो छोटे छोटे टूल्स हैं वो। तो अब ये टूल्स और रिपोर्ट्स किस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं। फाइन। तो गाइस यहां पर अगर मैं देखूं और समझाने की आपको कोशिश करूं कि आखिर गूगल सर्च कंसोल का क्या काम है, अगर एक लाइन में हम उसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखो सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है, इट मॉनिटर्स, मेंटेन्स एंड ट्रबल शूट्स योर साइट प्रेजेंस इन गूगल सर्च रिजल्ट। जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर हमारी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखाई दे, तो दिखाई देने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी। तो उन प्रोसेसेस में जो हम एफर्ट्स करते हैं उनको मॉनिटर करना, उनको मेंटेन करना कि हमारा जो वेब पेज है वो प्रॉपरली क्रॉल हुआ या नहीं हुआ है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका नोटिफिकेशंस हमें देना और उसके फिक्सेस हमें बताना कि किस टाइप से हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। इन सारी चीजों में जो गूगल सर्च कंसोल का टूल है हमारी हेल्प करता है। फाइन। इट गिव्स यू रिपोर्ट सो दैट यू कैन मेक योर प्रेजेंस इन सर्च इंजन। अब ये किस टाइप की रिपोर्ट्स हमें देता है? सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिसके लिए हम लोग प्राइमरी बेसिस पर गूगल सर्च कंसोल को यूज करते हैं, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है गूगल सर्च कंसोल का, कि हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारे भाई ये वेबसाइट के ऊपर 150 पेजेस थे, अब मेरे को बताओ मेरे कितने पेजेस क्रॉल हुए, मेरे को बताओ कितने पेजेस मेरे इंडेक्स हुए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि हमारी वेबसाइट की जो क्रॉलेबिलिटी का स्टेटस है वो क्या है, इंडेक्सेबिलिटी का जो स्टेटस है वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हमें गूगल सर्च कंसोल देता है। उसके बाद री इंडेक्सिंग, मुझे लगा कि भाई मेरे ये एक पर्टिकुलर पेज था, इसके ऊपर मैंने कुछ कंटेंट में चेंजेस किए या इसमें मैंने कुछ अपडेशन किए, तो गूगल क्या करता है, जो पहला जो आपका पुराना पेज था उसके ऊपर गूगल आया था, उस पेज को स्कैन किया था, स्कैन करने के बाद उस पेज को इंडेक्स कर लिया था कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। बट अब आपने क्या किया, पेजेस में कुछ चेंजेस कर दिए, तो आप फिर नहीं चाहोगे कि गूगल का क्रॉलर फिर से मेरे पेज को इंडेक्स करे। तो जब कभी हमें री इंडेक्सिंग वगैरह कराना पड़ता है तो उसके लिए भी जो गूगल सर्च कंसोल का टूल है वो यूज होता है। परफॉर्मेंस की बहुत सारी रिपोर्ट जो है वो गूगल सर्च कंसोल हमें देता है। किस टाइप की परफॉर्मेंस? देखो गूगल सर्च कंसोल का जो काम है ना वो ये है, यहां पर अगर आप देखो कि गूगल सर्च कंसोल का वर्क क्या है, यहां पर जो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना है उसमें क्या समस्या आ रही है ना, ये मेन चीजें जो है ना वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम लोग इनका सॉल्यूशन देखते हैं या इनसे रिलेटेड हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं। तो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कोई बंदा क्या क्वेरी कर रहा है, क्वेरी करने के बाद आपका कौन सा पेज दिखा, पेज दिखने के बाद उसके इंप्रेशंस कितने हुए, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक्स कितने आए, कहां से क्लिक्स आ रहे, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस टैब ऑफ गूगल सर्च कंसोल। तो ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बताता है कहां पर, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। ऐसा मत समझना कि हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो यूजर्स हमारी वेबसाइट पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये बताता है गूगल सर्च कंसोल, ये बिल्कुल नहीं बताता है। यूजर का इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसा है ये गूगल सर्च कंसोल नहीं बताता है, कि यूजर किस लोकेशन से आया, ठीक है, यूजर ने आपकी वेबसाइट पे क्या किया, ये सारी रिपोर्ट्स आपको गूगल सर्च कंसोल नहीं देता है, सारी रिपोर्ट्स आपको गूगल एनालिटिक्स देता है। गूगल सर्च कंसोल का काम उतना ही है कि भाई साहब आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज, वेबसाइट भी नहीं, अगर मैं वेब पेज शब्द यूज करूं तो वो ज्यादा सही रहेगा, कि हमारा वेब पेज इन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है। कोई वेब पेज 10 बार दिखा, अच्छा 5 बार क्लिक्स आए, ओके, तो 10 इंप्रेशंस हुए, 5 क्लिक्स हुए, ये रिपोर्ट आपको मिलेगी। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ योर वेबसाइट इन द गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। राइट, क्लियर हो गया? तो ये वाली चीज भी हमें यहां पर मिलती है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। अगर कुछ स्पैमिंग हो रही है, ठीक है, कोई आपका जो पेज है उसके ऊपर अगर कोई मालवेयर वगैरह आ गया है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर मालवेयर वगैरह आ गया है, कुछ करप्ट हो गए अगर आपके पेजेस, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको मिलती है। ठीक है, लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट बैकलिंक्स, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती है बैकलिंक्स की आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर, बट थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती। बट फिर बैकलिंक्स की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग दूसरे जो पेड टूल्स वगैरह है उनको यूज कर लेते हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं जो कुछ ट्रायल वर्जन वगैरह के लिए यूज होते हैं, तो उनको हम लोग यूज कर लेते हैं और उनके थ्रू हम लोग बैकलिंक्स की जो रिपोर्ट है वो निकाल लेते हैं। एक्चुअली पेड टूल्स की तरफ हमें तभी जाना चाहिए जब हमारे पास कुछ ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स हो या हमारे कुछ रिटर्न
आ रहा हो उस वेबसाइट से, इनिशियली आपको पेड टूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी ना हो। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, बहुत सारी सर्विसेज वगैरह आप ऑफर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में तो आपको पेड टूल की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो सारी चीजें ना आपकी जो आपके नॉर्मल टूल्स होते हैं ना उनसे नहीं हो पाएंगी। उसके बाद ये साइट मैप्स को इंडेक्स वगैरह कराने में भी आपकी हेल्प करता है, सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी आपको अपडेट्स देता रहता है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर्च कंसोल का पर्पस क्या था, क्यों सर्च कंसोल जैसा टूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। और गाइस मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली गूगल सर्च कंसोल टूल के बारे में। ऐसा नहीं कि केवल गूगल के पास ही अपना सर्च कंसोल टूल है, जो भी दूसरे सर्च इंजन है, जैसे अगर मैं बात करूं बिंग, तो बिंग का भी अपना जो है वेबमास्टर टूल है। इसका पहले नाम जो है गूगल सर्च कंसोल का गूगल वेबमास्टर टूल ही था। तो बिंग के पास भी अपना बिंग कंसोल है, या बिंग सर्च कंसोल कह लो, या बिंग वेबमास्टर टूल कह लो आप, तो वो भी है। तो अगर हम बिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो फिर हमें हमारी वेबसाइट को बिंग के जो सर्च कंसोल है उसके अंदर सबमिट करना पड़ेगा। फाइन। जब कभी हम लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपनी वेबसाइट को सबमिट करने जाते हैं, या हम लोग इसको ये कहें कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सबमिट करने चाहते हैं, वेबसाइट को यहाँ पर प्रॉपर्टी शब्द से भी बोला जाता है, जब कभी हम सबमिट करने जाते हैं तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हमें उस प्रॉपर्टी को एज डोमेन जो है वो सेटअप करना है, या फिर हमें उस प्रॉपर्टी को एज यूआरएल प्रीफिक्स जो है वो सेटअप करना है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने वाले कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है, और कौन सा तरीका हमें कब अपनाना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। कुछ कंफ्यूजन्स भी बहुत सारे लोगों को रहते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गाइस यहाँ पर मैं सीधे आ जाता हूँ गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। जब कभी भी आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आएंगे और आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको सबसे पहला इंटरफेस कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। ये बिगिनर्स के लिए आपको सिंपली स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी से मैंने पहले कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बनाई हुई है यहाँ पर, या कोई भी मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है यहाँ पर, इसलिए आप देख रहे हो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। वरना अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी या वेबसाइट सबमिट कर रखी होती तो फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा होता वो बेसिकली उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दिख रही होती, या उस प्रॉपर्टी की जो डेटा है वो यहाँ पर आपको दिख रही होती। फर्दर अगर आपको फिर प्रॉपर्टी ऐड करना होता है तो फिर यहां पर जाकर आप ऐड प्रॉपर्टी करते हैं। फाइन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने ऑलरेडी कभी पहले जो है गूगल सर्च कंसोल में कोई वेबसाइट सबमिट की होगी तो फिर जब आप इसमें लॉगिन करोगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, या वो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसकी इनसाइट्स यहां पर दिखाई देंगी। और फर्दर अगर आप और भी इसमें प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड एंड ऐड अ प्रॉपर्टी ओवर हियर। यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 1000 प्रॉपर्टीज को यहां पर ऐड कर सकते हो। फाइन। बट उतनी प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करते, बट द ऑप्शन इज अप टू 1000 प्रॉपर्टीज आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मैं इस चीज की बात कर रहा था, जब कभी आप लोग यहां पर आएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन देगा। एक तो ये कि आप एज डोमेन या डोमेन लेवल पर जाकर आप अपनी प्रॉपर्टी को यहां पर सबमिट कर दें, या आप यूआरएल प्रीफिक्स के लेवल पर अपनी प्रॉपर्टी को सबमिट कर दें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको काफी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखो तो इस इमेज से ही आपको क्लियरिटी हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी वेबसाइट की, लेट्स से मेरी वेबसाइट है https://www.abc.com, मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट है। फाइन। और हो सकता है कि मेरी वेबसाइट का जो है वो कोई सब डोमेन हो, ये भी हो सकता है, या मेरी वेबसाइट का एक दूसरा वर्जन है, मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट का एक दूसरा वर्जन है। ठीक है, दिस इज द अनदर वर्जन। ये मैं जो सब डोमेन की बात कर रहा था, मैं मान लेता हूं यहां पर m.abc.com करके यहां पर एक मोबाइल वर्जन है। ठीक है, academy.abc.com करके यहाँ पर एक मेरा जो है सब डोमेन है। तो इस टाइप से डिफरेंट जो है हमारे वर्जन्स, आप इसको समझ लो। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों तो वर्जन्स ही हो गए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मोबाइल वर्जन हो गया, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये एक सब डोमेन हो गया। तो गाइस अगर इस टाइप से हमारी वेबसाइट है, या इस टाइप से डिफरेंट वेब पेजेस हैं हमारे डोमेन के ऊपर, सब डोमेन, मोबाइल वर्जन, ये सारी चीजें हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं यहां पर जाता हूं डोमेन के ऊपर और अपनी वेबसाइट को या प्रॉपर्टी को डोमेन लेवल पर ऐड करता हूं, तो यहां पर मुझे सिंपली डोमेन ही मेंशन करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास केवल ऑप्शन है आप यहां पर डोमेन मेंशन करो। जैसे मैं यहां पर अगर मेंशन करूंगा तो umartasky.in मेंशन करूंगा। मैं ना तो http लिखूंगा, ना https लिखूंगा, ना m लिखूंगा, ना academy.umartasky.com लिखूंगा, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, umartasky.in यहां पर मेंशन कर दूंगा। जो भी मेरा डोमेन होगा उसको मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। .com होगा तो .com, .in होगा तो .in। अब
इस डोमेन के ऊपर जितने भी मोबाइल वर्जन्स होंगे, अगर मैंने मोबाइल सब डोमेन कुछ बना रखा है, या मैंने कोई अदर सब डोमेन्स बना रखे हैं, या मैंने कुछ और जो है वर्जन्स क्रिएट कर सके, कुछ नॉन HTTPS वर्जन्स है, तो अगर हम अपनी वेबसाइट को इस पर्टिकुलर डोमेन वाले सेक्शन के अंदर जाकर अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, तो वहां पर इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी URLs होंगे, ठीक है, जितने भी सब डोमेन्स होंगे, वो सभी सब डोमेन्स आप समझ लो, उन सभी सब डोमेन्स को सबको आप जो है यहां पर ऐड कर रहे हो। और जब आप इसकी इनसाइट्स देखोगे, रिपोर्ट्स देखोगे जाकर, तो उन सब की कलेक्टिव रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। बट जब आप इस पे कंटिन्यू करोगे और यहां पर जब आप इस को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, यानी वेबसाइट को सबमिट करने की कोशिश करोगे, तो जब हम वेबसाइट को सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ वेरिफिकेशन हमसे मांगता है। URL प्रीफिक्स में हमारे पास मल्टीपल वेरिफिकेशंस होते हैं, वहीं पर अगर मैं डोमेन प्रीफिक्स की बात करूं तो डोमेन प्रीफिक्स में हमारे पास मल्टीपल वेरिफिकेशन नहीं होते, हमें DNS वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपनी होस्टिंग में जाकर फिर DNS वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात नहीं, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके पास होस्टिंग होगी, आप बड़ी आसानी से इसको वेरीफाई कर लोगे। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली URL प्रीफिक्स। URL प्रीफिक्स का जो मतलब है वो सीधा सा आप देखो, यहां पर इमेज में भी आपको दिख रहा है। जैसे मान के चलता हूं मेरी वेबसाइट है abc.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है और इसके अंदर मैंने कुछ इस टाइप से जो है सब फोल्डर्स बना रखे हैं, जैसे एक ये A है और ये मैंने एक दूसरा बना रखा है B है, ठीक है। तो अगर मैं URL प्रीफिक्स में जाकर इस वाले URL को मेंशन करता हूं तो ये वाले URL की ही मुझे इनसाइट्स मिलेंगी, और इसके बाद जो होंगे URL जैसे b/abc है तो इसकी मुझे इनसाइट्स मिलेंगी। ऐसा नहीं होने वाला है कि यहां पर abc.com की मुझे इनसाइट्स मिलेंगी। फाइन, तो अगर मैं /a को एज URL प्रीफिक्स इसके अंदर ऐड करता हूं तो मुझे इसी की इनसाइट मिलेगी और इसके बाद जो URLs मेरे बन रहे हैं उनकी इनसाइट्स मिलेगी। तो आई विल अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कौन सा मेथड यूज करें, ये वाला मेथड अच्छा है या ये वाला मेथड अच्छा है। तो देखो, सबसे पहले समझने की बात यह है कि इस वाले मेथड का अपना पर्पस अलग है, ठीक है, और इस वाले मेथड का अपना पर्पस अलग है। बट एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप दोनों ही मेथड्स यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप दोनों ही मेथड्स यूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे आपने क्या किया, आपने ये जो आपका डोमेन है ये सबमिट कर दिया, ठीक है। अब इस डोमेन के ऊपर बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर मान लेते हैं एक है academy.abc.com, ठीक है, और एक है abc.com/services। अब आपको ये लग रहा है कि यहां पर जो आप रिपोर्ट देखोगे, जब आपने डोमेन में जाकर उसको प्रॉपर्टी को अपनी ऐड किया हुआ यहां पर डोमेन सेटिंग्स के थ्रू, तब तो आपको ये पूरा ABC का दिखाएगा आपको कि ये ABC के जितने भी URLs बन रहे हैं, चाहे वो सब डोमेन पे बन रहे हो, चाहे वो यहां पर आगे बन रहे हैं, ठीक है, इसमें सब डायरेक्टरीज वगैरह में बन रहे हैं, कितने भी URLs बन रहे होंगे वो उनकी कंबाइंड रिपोर्ट आपको दिखाएगा कि भाई इतने इंप्रेशंस आए, इतने क्लिक्स आए, इतनी क्वेरीज के ऊपर इतने इंप्रेशंस आए, वो सारी आपको एक कंबाइंड रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाएगा। बट वहीं पर जब हम URL प्रीफिक्स में जाएंगे तो हम चाहे तो इसको हम URL प्रीफिक्स में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर abc.com जो है डोमेन लेवल पर जाकर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ abc.com/academy, अगर ये है तो मैं यहां पर जाकर URL प्रीफिक्स में भी इसको ऐड कर सकता हूं। तो अब मैं URL प्रीफिक्स के थ्रू जब मैं यहां पर जाऊंगा तो अब मुझे दोनों प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। मुझे यहां पर दिखाई देगा कि मेरी डोमेन प्रॉपर्टी कौन सी है, एज वेल एज मुझे दिखाई देगी कि मेरी जो URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। तो जब मैं URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर जाऊंगा तो मुझे इसकी इनसाइट्स और इसके बाद वाले जो URLs है, मतलब यहां से जो फर्दर URLs बनेंगे उनकी जो इनसाइट्स है वो मुझे दिखाई देंगी, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो मुझे दिखाई देंगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे डोमेन यूज करना चाहिए या मुझे URL प्रीफिक्स यूज करना चाहिए, दोनों का पर्पस अलग है। आप किस तरीके से डेटा को देखना चाहते हैं, आप किस तरीके से डेटा को समझना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आपने मान के चलते हैं आपने abc.com डोमेन वाले मेथड के थ्रू आपने यहां पर वेरिफिकेशन करा लिया और इस तरीके से आपने अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया। अब आप चाहते हो आप इसको स्टडी करना, ठीक है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगी क्योंकि डोमेन तो सब कुछ जो है वो पिक कर लेता है और सबकी जो आपको रिपोर्ट्स है या इनसाइट्स है वो आपको दे सकता है। बट इसके लिए फिर फर्दर आपको यहां पर फिल्टर्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो आप फिल्टर्स लगाओगे फिर आप यहां पर इसको स्टडी कर पाओगे या इसकी जो इनसाइट्स है रिपोर्ट जो है वो देख पाओगे। अभी आपको क्लियरिटी हो रही है कि डोमेन में डेटा तो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी, बट आपको फिर फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, आपको वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ है यहां पर। अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन में चीजों को समझना चाहते हो या आपकी रिक्वायरमेंट केवल उस URL की है या उस URL के बियॉन्ड केवल आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसको कर सकते हो। जैसे एक और मैं एग्जांपल बताता हूं
जैसे आपकी एक वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आपकी वेबसाइट है abc.com, ठीक है। इसको आपने क्या किया, इसको आपने डोमेन मेथड से जो है आपने वेरिफिकेशन कर लिया। अब आप रेगुलर बेसिस पे ना अपने ब्लॉग पे बहुत काम कर रहे हो, तो ब्लॉग क्योंकि इसी का पार्ट है, इसी वेबसाइट का पार्ट है स्लैश ब्लॉग, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पर है। बट आपने कहा मैं तो बहुत रेगुलर ना ब्लॉग के ऊपर काम कर रहा हूं, रोज हमारे ब्लॉग्स जा रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक भी ब्लॉग के ऊपर आ रहा है, तो मैं जब सर्च कंसोल में देखना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं इसको मैं एज अ सेपरेट जो है प्रॉपर्टी बिल्कुल देखूं, ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से जो है वो स्टडी कर सकूं। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ abc.com/blog को इन URL प्रीफिक्स के अंदर जाकर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहां पर जाकर ऐड कर दोगे तो अब ये ब्लॉग वाला जो आप समझ सकते हो कि ब्लॉग का एक सेपरेट ना गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी आपकी बन गई है, और इससे आप इसकी पूरी जो रिसर्च है, एनालिसिस जो है, रिपोर्ट जो है, वो आप देख सकते हो। तो अभी आपको पर्पस समझ में आया कि कब हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ डेटा मिस हो जाएगी और इसमें कुछ डेटा एक्स्ट्रा आ जाएगी, यहां पर कुछ डेटा मिक्स हो जाएगी, यहां पर कुछ डेटा एक्स्ट्रा आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा वही रहती है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि अगर मैंने यहां पर abc.com को रखा हुआ /blog की जो भी इंफॉर्मेशन जो हमें यहां दिखेगी वही मुझे यहां भी दिखेगी, बट केवल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जब आप पहली बार यूआरएल प्रीफिक्स में या डोमेन में मेथड में जाकर आप वेबसाइट सबमिट करने की कोशिश करते हो, तो जो वेरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट ये एक वन टाइम प्रोसेस, जिसको मैं प्रैक्टिकली अभी आपको बहुत से अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप ऑफ वेबसाइट्स हैं, उनके लिए कैसे करेंगे, सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, ताकि किसी भी टाइप की वेबसाइट के ऊपर अगर आप काम करोगे जाकर भविष्य में, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को मैंने, ये जो गूगल का सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहीं से लिया गया, ये इनसाइट्स है थोड़ी सी या पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो। मैंने ये पॉइंट भी मेंशन किया था, यू कैन ऐड अप टू 1000 प्रॉपर्टीज इन गूगल सर्च कंसोल, इट इंक्लूड्स यूआरएल विद स्पेसिफाइड प्रीफिक्स इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल। ये देख रहे हो आप, ठीक है। इफ यू वांट योर प्रॉपर्टी टू मैच एनी प्रोटोकॉल और सब डोमेन, इस तरीके से कंसीडर एडिंग अ डोमेन प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हो कि abc.com की रिपोर्ट आपको abc.com m.abc.com academy.abc.com की रिपोर्ट आपको मिले, तो फिर आपको डोमेन प्रॉपर्टी की तरीके से उसको ऐड करना पड़ेगा। यहां पर वही लिखा हुआ है, अ डोमेन प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स ऑल सब डोमेन्स एंड मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, राइट। इसमें बहुत सारे तरीके हैं वेरिफिकेशन के, इसमें केवल डीएनएस रिकॉर्ड होता है। यहां पर एग्जांपल भी लिया हुआ है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमने ली हुई है, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, फाइन, तो ये यूआरएल प्रीफिक्स में ये इसको तो जो है वो रीड करेगी, ठीक है, इसको जो रीड करेगी और इसकी जो आपको इनसाइट्स है वो देगी। बट यहां पर जैसे HTTP हमने ऐड किया तो HTTPS कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगी, ठीक है। तो मान के चलते आपने पहले जब आपने वेबसाइट अपनी बनाई थी, जिस वक्त आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, उस वक्त आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया था और HTTP पे आपने वेबसाइट बनाई थी, आपने 2 महीने HTTP पे अपनी वेबसाइट चलाई और 2 महीने चलाने के बाद आपको लगा कि अब मुझे HTTPS लेना चाहिए, आपने HTTPS लिया, तो अब आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS पे अगर आपकी हो जाएगी तो आपको फिर से, क्योंकि ये URL अलग हो गया ना, जैसे अगर आपकी वेबसाइट है एक http/abc.com और आपकी एक वेबसाइट का जो URL है वो https/abc.com है, तो गूगल की नजर में ये 2 डिफरेंट URLs हैं, ये एक URL नहीं है, गूगल की नजर में ये 2 डिफरेंट URLs हैं। तो जब आप इसको सबमिट करते हो एज URL प्रीफिक्स, तो इसकी डेटा आपको नहीं दिखाई देगी। तो जब कभी बाद में अगर आपने HTTPS किया तो आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने HTTPS कर दिया तो फिर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अलग हो गई, अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अलग हो गई। तो आई बिलीव अभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। फाइन, ये होता है हमारा जब हम URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी में रखते हैं। डोमेन प्रॉपर्टी में आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर, तो आपको यहां पर www. भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल चीज आ गई, हमने ऐड ये किया था प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये भी ना मैच नहीं करेगा, देख रहे हो आप, ये भी मैच नहीं करेगा और इसकी जो इनसाइट्स हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिपोर्ट जो है उनको देखना चाहते हो, उसके बेसिस पर आप यहां पर URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी या डोमेन प्रॉपर्टी जो है वो आप सेट करोगे। अगर आप एक बार डोमेन प्रॉपर्टी सेट कर देते हो तो एक चीज से आप फ्री हो जाते हो कि ऐसा तो नहीं है कि कोई डेटा हमारी मिस हो रही है, सारी की सारी जो हमारी डेटा है वो अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर है, हम फिल्टर्स लगा लगा के ढूंढ लेंगे, ठीक है। URL प्रीफिक्स की अगर आपने प्रॉपर्टी सबमिट करी तो फिर आपके जो सब डोमेन्स वगैरह बनेंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं जाएगी, तो फिर उसके लिए आपको फर्दर जो है ना URL प्रीफिक्स पे दूसरी प्रॉपर्टीज या तो ऐड करनी पड़ेंगी या फिर आपको डोमेन प्रॉपर्टी की तरीके से ऐड करना पड़ेगा।
गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग हमारी वेबसाइट को यूआरएल प्रीफिक्स वाले मेथड को यूज करके गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हमारा जो गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है वो ओपन है, और जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे और न्यू प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए जाएंगे, आपको ये दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारा डोमेन वाला मेथड है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं यूआरएल प्रीफिक्स के बेसिस पर किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका यूआरएल जो है वो मेंशन करना है। तो हम लोग हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज आवर डेमो वेबसाइट, ये हमारी डेमो वेबसाइट है। तो हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और इस वेबसाइट का यूआरएल हम लोग पिक कर लेंगे, फाइन, और इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है http://umartaski.xyz। अब अगर मेरा ब्लॉग होता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर और मैं चाहता कि ब्लॉग और ब्लॉग के बाद जो यूआरएल्स हमारे बन रहे हैं, मतलब ब्लॉग के अंदर जो हमारे यूआरएल्स बन रहे हैं, हम केवल उनको चाहते हैं कि हम वहां से केवल अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करें गूगल सर्च कंसोल के अंदर, तो हमें इस टाइप से ऐड करना था। उस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस टाइप से ऐड करते हैं तो फिर यहां पर इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जो केवल .xyz तक का है, या हम गए होम पेज वाला जो हमारा यूआरएल, इसके ऊपर अगर कोई इंटरैक्शंस हो रहे हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स है, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज की रिपोर्ट्स है कि कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, ये सारी हमें नहीं दिखाई देती क्योंकि हम लोगों ने इसको यूआरएल प्रीफिक्स में रखा हुआ है। तो फॉर नाउ हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसका जो HTTP वर्जन है हमारी वेबसाइट का, वो यहाँ पर हम लोग सबमिट कर दें। तो हमें इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद सबमिट करने के लिए जो वेरिफिकेशन होता है, ये इसके डिफरेंट मेथड्स हमको बताता है। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से ये जो डोमेन नेम प्रोवाइडर वाला मेथड है, ये क्योंकि हम लोग जो हमारा डीएनएस वाला मेथड होता है, जब हम डोमेन को कंप्लीटली डोमेन को सबमिट करने चाहेंगे तब हम इसको देख लेंगे। बाकी मेथड्स को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वो हमारा ये HTML टैग वाला मेथड है। उसके अलावा यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स को भी यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ओनरशिप, फाइन। और उसके बाद अगर आप चाहे तो गूगल टैग मैनेजर को भी यूज करके आप अपनी ओनरशिप वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ GTM वाला मेथड, गूगल टैग मैनेजर वाला। तो गाइस सीधी सी बात है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर GTM के जो कोड होता है, अगर वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब अगर आपने GTM का अकाउंट क्रिएट किया होगा और GTM का कोड अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया होगा, और अगर वो लगा हुआ है तो आपको सिंपली यहां पर वेरीफाई करना है, बस दैट्स इट, और आपको एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये जरूर है कि वो वाला जो GTM जिस जीमेल आईडी पर है, उसी जीमेल आईडी पर आपका सर्च कंसोल भी होना चाहिए, तो वो आपस में सिंक करके वेरीफाई कर लेगा, आपको एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है ये GTM वाली। इसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स की भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी एक जीमेल आईडी से गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है, और यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, देखो, योर होम पेज मस्ट कंटेन आइदर योर analytics.js और gtag.js स्निपेट मतलब यहां पर कोड है। तो अगर ये हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है और जिस गूगल आईडी से हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स बनाया हुआ था, अगर उसी गूगल आईडी से हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल बनाया, तो हमें एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली हमें यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है और हमारा जो ये वेरिफिकेशन है, वेबसाइट ओनर वेरिफिकेशन, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये HTML टैग का ऑप्शन हमें मिलता है। इसमें गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको एक कोड दिख रहा है। इस कोड को, जैसे कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इनटू द साइट्स होम पेज, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। तो आपको इसको कॉपी करना है। देखो, अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोड है, सिंपली इस कोड को आप अपने डेवलपर को दे दो, वो आपकी वेबसाइट में ये कोड जो है वो पेस्ट कर देगा। कई बार ऐसा भी होता है, डेवलपर बैकएंड में आपको इस टाइप से इंटरफेस बनाकर दे देते हैं, एडमिन सेक्शन आपको दे देते हैं, लॉगिन सेक्शन दे देते हैं, जहां से आप जाकर आराम से इस कोड को वहां पर पेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जैसे कि ये, तो बहुत ही सिंपल है, आपको अपीयरेंस में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर थीम फाइल एडिटर में जाना है, और यहां से जाने के बाद आपको header.php सर्च करना है। राइट साइड में मैं आ जाता हूं, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर header.php दिख रहा होगा। header.php में आपको हेड सेक्शन देखना है, जैसे कि आप देख रहे हो हेड सेक्शन आपको दिख रहा है। हेड सेक्शन में ही, जैसे ये ओपनिंग है हेड सेक्शन की, और यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लोजिंग है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो हेड सेक्शन के अंदर हमें इसको पेस्ट कर देना। देन वी विल गो अहेड एंड अपडेट दिस फाइल। हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में सबमिट हो जाएगी और हमारी वेबसाइट का जो वेरिफिकेशन है वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर वापस आ जाए, जो फोर्थ मेथड आप देख रहे हो यहाँ पर, वो है हमारा HTML फाइल का। बट यहाँ पर जब आप इसको पेस्ट कर दोगे, इस मेटा टैग को, तो पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आकर वेरीफाई के ऊपर भी क्लिक करना है, और विद इन
मिनट जो है ना ये हो जाता है, कोई बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं। आप कोई भी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो। ये बोलते हैं कि जो रिकमेंडेड वेरिफिकेशन मेथड है वो HTML फाइल वाला मेथड है। अब HTML फाइल में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक पूरी फाइल दिख रही होगी, ठीक है, ये HTML फाइल है एक। जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे, इसके बाद इस फाइल को आपको अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना पड़ता है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट के होस्टिंग में जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां से मैं आ जाता हूं पब्लिक HTML में, और यहां पर आने के बाद आपको सिंपली वो फाइल जो है ना वो यहां पर अपलोड कर देनी है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। फाइन। तो गाइस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोड ऑलरेडी लगा दिया है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो लगा हुआ है, और मैं अगर इसको अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई करता हूँ, तो गाइस अब आप यहाँ पर देख रहे हो जो हमारा वेरिफिकेशन मेथड है वो सक्सेसफुल हो गया है। सो गाइस, वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, और ये वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप URL प्रीफिक्स वाले मेथड के थ्रू अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वेबसाइट को सबमिट करना चाहते हैं गूगल सर्च कंसोल में, तो वो आप कर सकते हैं। हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DNS वेरिफिकेशन मेथड। तो इसको हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश करी थी किस तरीके से हम लोग URL प्रीफिक्स वाले मेथड को यूज करके हमारी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ से फिर मैं अपनी जो वेबसाइट है उसको मैं एक बार के लिए पिक कर लेता हूँ, जो हमारी डेमो वेबसाइट है, और इसका जो डोमेन है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको HTTP HTTPS ये सारी चीज़ें आपको नहीं मेंशन करनी, सिंपली बस आपको आपका जो डोमेन है वो आपको मेंशन कर देना है। आपको कोई स्लैश वगैरह भी नहीं लगाना है, बस आपको डोमेन यहाँ पर मेंशन कर देना है। डोमेन मेंशन करने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेरीफाइंग प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर लिख के आया है वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप वाया DNS रिकॉर्ड, जो कि हम लोग को करना है। फाइन। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं आपको अकॉर्डिंग टू द DNS प्रोवाइडर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो एनी DNS प्रोवाइडर उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक TXT रिकॉर्ड है जिसे हमें DNS कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करना है। फाइन। इसको कॉपी करके हमें वहां पर ऐड करना है। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर आप देखते हो मैं आ चुका हूँ अपने होस्टिंग अकाउंट में, और यहाँ पर मैं अपना डोमेन एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखो ये सिलेक्टेड है umartasky.xyz, और इसके बाद हम लोग को नीचे आना है यहाँ पर, और हमें सर्च करना है यहाँ पर DNS जोन एडिटर। तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा DNS जोन एडिटर। तो मैंने यहाँ पर DNS जोन एडिटर को ओपन कर लेना है, और उसके बाद एक और मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है DNS अपडेट्स माइट गेट अप टू 24 आवर्स टू प्रोपोगेट। तो ये अगर आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया जो भी आपका TXT रिकॉर्ड होगा, उसके बाद भी हो सकता है ये बोल रहे कि 24 घंटे लगे। इतना मैंने तो प्रैक्टिकली नहीं देखा है कि इतना टाइम लगता है, जल्दी हो जाता है, बट तुरंत 30 सेकंड या 1 मिनट में कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी 15-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी मैंने देखा हुआ है अपने एक्सपीरियंस से कि लग जाता है हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई होने में। तो गाइस यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं एक बार के लिए, और यहाँ से ये जो हमारा TXT रिकॉर्ड है इसे हमें कॉपी करना है। फाइन। कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ, और अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको किस टाइप से जो DNS रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। अब देखो मैं यहाँ पर अपने होस्टिंगर को यूज कर रहा हूँ, इसलिए इस टाइप से मुझे इंटरफेस दिख रहा है। हो सकता है आपके केस में जो इंटरफेस है वो थोड़ा बहुत अलग हो, अलग अलग टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स में अलग अलग हो सकता है वो अलग हो, बट ये जो आपको DNS रिकॉर्ड मैनेज करने की फील्ड्स मिलेंगी ये आपको सब में एक ही जैसे मिलेंगी। फाइन। तो वही हमें जाना है यहाँ पर टाइप में, और टाइप में आप देख लो यहाँ पर तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है TXT रिकॉर्ड, तो सीधे आपको यहाँ पर आना है और TXT सर्च कर लेना है, TXT रिकॉर्ड, ठीक है। और नेम में जो भी आपका डोमेन है वो आपको मेंशन करना है। तो मेरा डोमेन जो है umartasky.xyz है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। टेक्स्ट वैल्यू में जो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे ना उसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और जो TTL है इसको आपको बाय डिफॉल्ट यही रखना है, कुछ भी बाकी इसमें नहीं करना है, बस सिंपली आपको यहाँ से ऐड रिकॉर्ड कर देना, और अभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि DNS रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर वापस आ जाओ और आप इसको वेरीफाई कर दो। तो कई बार ये तुरंत नहीं करता है, लेट्स सी कि यहाँ पर अभी ये तुरंत कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखो अभी तो इसने तुरंत कर दिया, यहाँ पर देख रहे हो आप डोमेन नेम प्रोवाइडर वेरिफिकेशन मेथड में आप देख रहे हो यहाँ पर, बट कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लगा देता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है उससे, ना कि परेशान होना है। हो सकता है कि मैंने पहले भी यहाँ पर जो है URL प्रीफिक्स को यूज कर रखा है, इसलिए हो सकता है कि इसने तुरंत कर दिया, बट कई बार मैं नई वेबसाइट को जब करता हूँ देखता हूँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-10 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ, और डन पर क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर वापस आ जाऊं तो अब आप देखोगे जो हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज ऐड करी हुई हैं
एक हम लोगों ने यूआरएल प्रीफिक्स वाले मेथड से करी थी, जो कि आपको यहां पर दिख रही है यूआरएल प्रीफिक्स वाली, और डोमेन वाली आप देखो तो यहां पर दिख रही है। फाइन, तो ये दोनों सेपरेट है। अब डोमेन वाले में अगर मेरा कोई सब डोमेन वगैरह होगा तो उसकी भी इनसाइट्स मुझे यहां पर दिखाई देंगे। मैं यहां पर आ जाता हूं अगर, ठीक है, क्योंकि हमने नया ये ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट्स है वो पॉपुलेट नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अब हमें यहाँ पर इसके सब डोमेन की, ठीक है, सब डायरेक्टरीज की सारी रिपोर्ट्स हमें दिखाई देंगी, जो कि यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देंगी। फाइन, तो गाइस आई बिलीव अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। आप चाहो तो दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसका भी मैंने डिस्कशन पहले किया हुआ। हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग डिफरेंट यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं अपनी गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी का। गाइस जब कभी हम लोग यूजर्स को एक्सेस देने की बात करते हैं ना, आप किसी भी टूल को उठा लो, चाहे वो गूगल एड्स हो, गूगल एनालिटिक्स हो, फेसबुक एड्स हो, हर किसी टूल में, हर किसी प्लेटफॉर्म में इस चीज का ऑप्शन होता है कि आप दूसरे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का या वेबसाइट का या अपने एड अकाउंट का जो एक्सेस है वो आप दे सकते हैं। बट इसके पीछे पर्पस क्या है, और गूगल सर्च कंसोल के अंदर जब हम लोग किसी दूसरी आईडी को एक्सेस देना चाहते हैं तो किस तरीके से हमें देना चाहिए, क्या रोल्स हमें उन्हें असाइन करने चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। वैसे अगर बात करी जाए इस फीचर की, तो टेक्निकली ये फीचर बड़ा ही बेसिक सा फीचर है, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो एक्सेस है वो किसी दूसरे आईडी के ऊपर दे रहे हैं, बस इतनी चीज होती है। बट क्यों दे रहे हैं, कब हमें देना चाहिए, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे तो थोड़े और क्लियरिटी हमें हो जाएगी। गाइज यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक ये जीमेल आईडी है, या आप जिसको बोलो गूगल आईडी है, और इसके ऊपर मेरा गूगल सर्च कंसोल है, और इसके अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टीज को ऐड कर रखा है। अब गाइज इस बात को समझते हैं, देखो हो सकता है मेरे 5 बिजनेसेस हो सकता है मेरे पास 4 वेबसाइट्स हो सकता है ये वाली जो आईडी है मेरी एजेंसी की आईडी हो, तो ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर यहां पर बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका एक्सेस हो। बट गाइज जब आप किसी दूसरे को किसी एक प्रॉपर्टी का एक्सेस देना चाहेंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप उसको ये ईमेल आईडी दे दें, यूजर नेम दे दें और पासवर्ड दे दें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, देखो उसको गूगल सर्च कंसोल के साथ साथ हो सकता है इसके ऊपर जो जीमेल आपका है, ठीक है, उनका भी एक्सेस मिल जाए, हो क्या सकता है मिल ही जाएगा, तो वो आपके ईमेल्स को भी पढ़ सकता है, आपके गूगल एड्स अकाउंट को भी देख सकता है, जो कुछ भी इस पर्टिकुलर गूगल आईडी के ऊपर होगा उन सब का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, अगर आपने उसको इसका यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। तो प्राइवेसी का इशू है, तो हर प्लेटफॉर्म ने इस टाइप का फीचर दे रखा है ताकि आपको यूजर नेम और पासवर्ड ना देना पड़े, आप बस उनको अपनी प्रॉपर्टी का एक्सेस दे दें, वो भी लिमिटेड कंट्रोल के साथ। अब लिमिटेड कंट्रोल मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जिनके लिए हम वर्क करते हैं, जिनकी हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं, जिनके हम डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी होती है या प्रपोजल्स बनाने होते हैं अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके लिए, उस वक्त हमें गूगल सर्च कंसोल की कुछ इनसाइट्स की जरूरत होती है। भाई हमें कुछ इंफॉर्मेशन गूगल सर्च कंसोल से भी चाहिए होती है, जैसे कि किस पर्टिकुलर क्वेरीज के ऊपर अभी आप रैंक हो रहे हैं, या किस पर्टिकुलर क्वेरीज से कितने क्लिक्स आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज में मिल रहे हैं। ऐसी कुछ बेसिक सी रिपोर्ट हमें चाहिए होती है ताकि उसके बेसिस पर हम कुछ कॉन्क्रीट और सॉलिड प्रपोजल दे पाएं, या सॉलिड नंबर्स उनको बता पाएं, या हम कुछ एक एस्टिमेट जो है वो उनको दे पाएं, मैथमेटिकली जस्टिफाइड एस्टिमेट जो है वो उनको दे पाएं। इसके लिए जरूरी होता है कि वो अपने गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस हमें दे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हर एक क्लाइंट के ऊपर लागू हो, बट जो बड़े क्लाइंट होते हैं जहां पर नंबर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, कि हमें जो भी चीज उनको बोलनी है या जो भी इंफॉर्मेशन हमें उनको देनी, वो कॉन्क्रीट और सॉलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हवा में कुछ भी नहीं दे सकते। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमें थोड़ा बहुत जो है एक्सेस चाहिए होता है। तो ऐसे केस में वो वेबसाइट ओनर या वो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो हमें एक एक्सेस दे देगा हमारी आईडी के ऊपर, ताकि हमें यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके बेसिस पर हम प्रपोजल बना दें। अब वो हमें ना तो ओनर का एक्सेस देगा, इसके अंदर अगर आप अभी देखेंगे तो 3 तरीके के एक्सेसेस देने का हमें ऑप्शन मिलता है। एक तो हमें फुल एक्सेस देने का ऑप्शन मिलता है, सेकंड हमें ओनर का, और थर्ड हमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है। तो वो इस पर्टिकुलर केस में हमें केवल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ही देगा, ठीक है, अगर उसे मेरी बातचीत समझ में आती है और उसे लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना भी सेफ है, जो कि कहीं कुछ हद तक सेफ होता है, क्योंकि उसमें मैं उनकी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, बस रिपोर्ट्स को व्यू कर सकता हूं। तो अगर बिजनेस ओनर को यह लगता है कि ठीक है एजेंसी रिपोर्ट ही तो देख रही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं, तो वो हमें एक्सेस दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस।
तो ऐसे सिनेरियोज बहुत सारे बनते हैं जहां पर ये जो एक्सेस का ऑप्शन है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मान लेते हैं कि मेरा प्रपोजल जो है वो क्लाइंट को समझ में आ गया या हमारी बातचीत जो है वो आगे बढ़ गई, तो उस पर्टिकुलर केस में वो फिर हमें फुल एक्सेस दे देंगे। ठीक है, ओनर एक्सेस तब भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तब वो हमें फुल एक्सेस दे देंगे ताकि हमें अगर कुछ साइट मैप्स वगैरह ऐड करने या कुछ पेजेस को डी इंडेक्स वगैरह करना है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना है। तो अभी आपको बात समझ में आ रही है कि ये ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं। अब अगर हमें इन्हें यूज करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर मैं आ चुका हूं अपनी एक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैं यहां से एक अपनी यूआरएल प्रीफिक्स वाली प्रॉपर्टी जो है ना उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब कोई भी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जाना है आपको सेटिंग्स में। लेट से मैं बिजनेस ओनर हूं और मुझे किसी को एक्सेस देना है तो यहां पर अगर आप यूजर्स एंड परमिशंस के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको देखो ऐड यूजर का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक और मेरी आईडी है उसके ऊपर मैं एक्सेस दे देता हूं। तो जैसे ही मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा, आप देखो अब ये 3 ऑप्शन दे रहा है। देखो ओनर तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ओनर में प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अगर आपने किसी को ओनर का एक्सेस दे दिया ना तो वो आपको भी रिमूव कर सकता है वहां से। मतलब ओनर के पास ये अथॉरिटी होती है या ये कंट्रोल होता है कि वो दूसरे जो यूजर्स हैं उनको रिमूव कर सकता है। तो ये तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पर फुल का एक्सेस होता है। फुल के एक्सेस में जब एजेंसीज फाइनल कर लेती हैं किसी प्रोजेक्ट को तो उनको फुल का एक्सेस दे दिया जाता है ताकि वो चीजों को केवल व्यू ना कर सके बल्कि एडिट भी कर सके, कुछ चेंजेस अगर करने हो तो वो भी कर सके। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बड़ा ही लिमिटेड एक्सेस होता है, इसमें केवल रिपोर्ट्स को व्यू किया जा सकता है। तो मैं एक बार रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ यहां पर एक्सेस देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। और मैं ऐड कर देता हूं इसमें, फाइन। तो यहां पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया और यहां पर देखो आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का यहां पर यूजर के नीचे आपको पता भी चल रहा है। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर अपनी आईडी के ऊपर जाएं जिसके ऊपर हमने एक्सेस दिया है और मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं और यहां आता हूं तो मैं देखो आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है तो क्या मैं साइट मैप्स को ऐड कर सकता हूं, चलो देखते हैं। तो मैं साइट मैप्स में जाता हूं यहां पर और अगर आप देखो तो मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहां पर सबमिट करने का साइट मैप। वहीं अगर आप यहां पर देखो जहां पर मेरे पास फुल एक्सेस है, मेरे पास ऑप्शन है साइट मैप सबमिट करने का। वहीं अगर मैं रिमूवल्स में चला जाऊं तो यहां पर मैं रिमूवल्स के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकता हूं, बट यहां पर मैं रिमूवल्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं रेज कर पाऊंगा। देखो आपको यहां ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ग्रेड है, यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, फाइन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जहां पर हमें इन एक्सेसेस को देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी बातचीत नहीं बनी एजेंसी के साथ या मेरा काम नहीं होना है एजेंसी के साथ, सिंपली हम क्या करेंगे, या हम एजेंसी से डिसोसिएट हो गए तो सिंपली जो हम यूजर का एक्सेस है वो हम रिमूव कर देंगे। बहुत सारे लोग जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, वो क्या करते हैं, वो यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि यूजर नेम और पासवर्ड आप दें, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना भी आप एजेंसी को क्यों ना ट्रस्ट करते हो, आप कभी भी यूजर नेम और पासवर्ड ना दें, राइट गाइस। आई बिलीव अभी आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन है, कुछ बहुत ही टेक्निकली कोई बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है या कुछ ऐसी चीज नहीं है, बट सही तरीके से अगर हम इसको यूज करेंगे तभी हम इस ऑप्शन का बेनिफिट और अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। गाइस जब कभी भी हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं और अगर हम ये मान लें कि हम अपनी वेबसाइट को पहली बार सबमिट कर रहे हैं तो थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हो जाती है। अब एक बिगिनर के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उसे किस रिपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है या उसे शुरुआत कहां से करनी है, किन रिपोर्ट्स को उसको देखना है और कौन सी रिपोर्ट्स कौन सी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, और अगर कोई एरर वगैरह आ रहे हैं तो किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आपको जो कवरेज रिपोर्ट है ना उसी को कवर करना है, उसी को समझना है और उसमें जो इश्यूज है सबसे पहले आपको उन्हीं इश्यूज को सॉल्व करना है और उसके बाद आपको दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं जैसे परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स है और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर आपको जाना है। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कवरेज जो रिपोर्ट है इंडेक्स वाले सेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहां पर मेरा जो यूआरएल है वो ओपन है, ठीक है। और गूगल सर्च कंसोल में यहां पर इंडेक्स वाले सेक्शन के अंदर हमें कवरेज रिपोर्ट दिख रही है और इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जिसको भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। बट आखिर क्यों हमें सबसे पहले कवरेज रिपोर्ट को ही समझना चाहिए? देखो रीजन सीधा सा है कि गूगल सर्च कंसोल को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो क्रॉलर्स हैं वो हमारी वेबसाइट को और बेहतर तरीके से समझ सके और अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू क्रॉलिंग एज वेल एज विद रिगार्ड्स टू इंडेक्सिंग तो हमें पता कैसे चलेंगे, राइट। तो बीच में गूगल ने हमें एक टूल दे दिया गूगल सर्च कंसोल के नाम से कि देखो भाई
अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ क्रॉलिंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इंडेक्सिंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो हम आपको थ्रू दिस प्लेटफॉर्म हम आपको नोटिफाई कर देंगे अलॉन्ग विद द सजेशंस कि आप ये चीजें कर लो, तो आपके ये जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हमने अगर वेबसाइट बनाई और हमने ये सोचा कि हमें हमारी वेबसाइट का एसईओ करना है, तो ये बात तो बाद में आएगी कि किन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है, किन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी वेबसाइट नहीं रैंक हो रही, कहां रैंक हो रही, कहां नहीं रैंक हो रही है, किस पोजीशन पर रैंक हो रही है, ये सारी बात की चीजें हैं। जब तक हमारी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे, यानी वो कवरेज में नहीं आएंगे, जब तक गूगल उनको डिस्कवर नहीं कर पाएगा कि इनकी वेबसाइट के ऊपर ये एक पेज है, स्लैश सर्विसेज का एक पेज है, स्लैश कॉन्टेक्ट अस का एक पेज है, अगर गूगल को यही नहीं पता चलेगा तो आगे की सारी कहानी जो है ना वो तो काम करेगी ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले अगर हमारे पास वेबसाइट होती है और हम उसको गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करते हैं, तो हमें यह चेक करना होगा कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं ना वो कवरेज में है भी या नहीं है, मतलब वो प्रॉपर्ली इंडेक्स हुए भी हैं या नहीं हुए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है ना इंडेक्स हुए हो, ऐसा तो नहीं है। तो इन सारी चीजों की जो हमें रिपोर्ट है वो हमें मिलती है कवरेज के अंदर। तो अब आप खुद ही समझने की कोशिश करिए कि परफॉर्मेंस से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी वेबसाइट का कवरेज जो है वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ है, या जो हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग है, जिन भी इंपॉर्टेंट पेजेस को हम रैंक करना चाहते हैं उनकी प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। बहुत सारे जो हैं केसेस अगर अभी आप देखेंगे भी एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे केसेस में जो है हमारी वेबसाइट की जो बहुत सारे पेजेस हैं उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती है और हम उस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि हमें रीजंस पता चल जाते हैं कि हमारा ये वाला पेज क्यों नहीं इंडेक्स हुआ है, ये वाला पेज क्यों हमारा एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर ये सही रीजन की वजह से जो है वो एक्सक्लूड किया गया तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। फाइन, तो गाइस हम लोग देखेंगे यहां पर कि कवरेज रिपोर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टीज ओपन कर रखी, मतलब दो कंसोल ओपन कर रखे ताकि मैं आपको डिफरेंस भी बता सकूं। दोनों ही डमी वेबसाइट्स हैं, बहुत ज्यादा डेटा इसके अंदर नहीं है, डेमो टाइप की या डमी टाइप की आप इनको वेबसाइट समझ सकते हो, बट पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने। देखो जब मैं यहां पर आता हूं कवरेज के अंदर तो मेरे को यहां पर सबसे पहले दिख रहा है ऑल नोन पेजेस, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब कि जितने भी पेजेस फाइंड करे हैं गूगल सर्च कंसोल ने वो किसके थ्रू फाइंड किए, क्योंकि आपके पेजेस तक पहुंचने के डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि बैकलिंक कहीं पर मेंशन है उसके थ्रू जो पेजेस हैं वो डिस्कवर किए गए हों, ऐसा भी हो सकता है कि साइट लिंक के थ्रू जो पेजेस हैं वो डिस्कवर किए गए हों, तो जो अलग अलग तरीके हैं वो हो सकते हैं। फाइन, तो यहां पर आप देख रहे हो जितने भी पेजेस हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर डिस्कवर्ड है वो सभी पेजेस यहां पर हैं, कि इतने सारे जो पेजेस हैं वो आपकी वेबसाइट में डिस्कवर किए गए हैं, कवरेज वाले सेक्शन के अंदर वो आपको दिखाई देंगे। बट यहीं पर अगर मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो यहां पर आप देख रहे थे आपको जो ड्रॉप डाउन है वो नहीं दिख रहा है, बट यहां पर जो आप देखोगे तो आप देखोगे यहां पर ऑल नोन पेजेस, ऑल सबमिटेड पेजेस कितने हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो साइट मैप जो होता है हमारा उसके थ्रू कितने पेजेस इस सेक्शन के अंदर आए हुए हैं वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि साइट मैप के अंदर भी तो कुछ पेजेस होते हैं, तो वो जो पेजेस हैं वो ऑल सबमिटेड पेजेस में आ जाएंगे। अदरवाइज ऑल नोन पेजेस, कोई भी सोर्स हो कहीं से भी डिस्कवर किया हो बट गूगल ने उन पेजेस को डिस्कवर कर लिया। तो इसलिए मैंने दो चीजें ओपन कर रखी ताकि आपको जो डिफरेंस है ना वो भी प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अब बोलोगे सर यहां पर क्यों नहीं दिखा रहा है साइट मैप, यहां पर भी तो दिखाना चाहिए, अगर यहां पर आप साइट मैप हमें दिखा रहे हो तो यहां पर भी साइट मैप दिखाना चाहिए। अब यहां पर साइट मैप इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहां पर साइट मैप सबमिट ही नहीं किया है, तो अगर हम साइट मैप यहां पर सबमिट ही नहीं करेंगे तो कवरेज में साइट मैप से जो यूआरएल्स डिस्कवर हुए वो दिखाएगा ही नहीं। इसका मतलब एक और क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि ये जरूरी नहीं है कि साइट मैप्स आर द सोर्स ऑफ इंडेक्सिंग। इस बात को आप समझो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि साइट मैप्स अगर नहीं लगाएंगे हम तो हमारी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी या पेजेस हमारे इंडेक्स ही नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बात यहां से जस्टिफाई भी होती क्योंकि यहां पर तो साइट मैप नहीं है ना, साइट मैप नहीं है फिर भी आप देखो इतने पेजेस जो है वो वैलिड दिखा रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो साइट मैप है और साइट मैप यहां पर सबमिट भी है, और यहां पर अगर आप आओ वापस तो आप देखोगे कि साइट मैप में कितने पेजेस हैं वो भी आपको यहां पर दिख रहा है। फाइन, तो एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई। उसके बाद आप यहां पर आओगे तो जैसे जो भी आपके पेजेस, आप मेक श्योर कर लो कि आपके पेजेस यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं या कम दिख रहे हैं, आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट में बहुत सारे यूआरएल्स बन जाते हैं, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट में, या अगर आपकी वेबसाइट गड़बड़ हो गई, थोड़े से जो है मालवेयर्स वगैरह अगर आपकी वेबसाइट के अंदर आ गए हैं जिसको आप वायरस वगैरह बोल सकते हो, अगर वो कुछ गड़बड़ी है तब भी आप देखोगे यहां पर बहुत सारे आपको गड़बड़ से यूआरएल जो है वो दिखने लगेंगे। स्पेशली ऐसा तब होता है जब आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है। तो मैं ये चीज भी आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम
ना हो। फाइन। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को लेकर चल रहा हूं क्योंकि यहां पर पेजेस कम है, आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर मैं ऑल नोन पेजेस के ऊपर जाता हूं तो आप सबसे पहले यहां पर देखोगे आपको एरर्स वाला सेक्शन दिखेगा, और नीचे आओगे तो यहां पर आपको रिपोर्ट भी दिखेगी कि एरर्स अगर आए हुए हैं तो क्या एरर है वो, और किस यूआरएल में वो एरर आया हुआ है। क्योंकि जितना भी एसईओ होता है ना, आप मान के चलो, ये बात आप बिल्कुल समझ लो कि जितना भी एसईओ होता है वो पेज वाइज होता है। तो कुछ भी आप स्टडी करते हो, कोई भी रिपोर्ट बनाते हो, कोई भी बैकलिंक्स बनाते हो, कोई भी ऑन पेज करते हो, सब कुछ आप पेज वाइज ही करते हो। तो अगर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे ना कि एसईओ पेज वाइज होता है, तो आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर जो आपको एरर्स भी दिखेंगे ना, तो यहां पर तो हमें बता रहा है भी कोई भी इश्यू नहीं है, और आपको मेक श्योर करना है कि ये चीज हमेशा जीरो रहे, ठीक है, एरर्स नहीं आने चाहिए। तो अगर कोई एरर्स आता है तो यहां पर आपको पता चलेगा कौन सा एरर है, उसका टाइप क्या है। जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि वो जो एरर आ रहा है वो किन किन पेजेस में आ रहा है, और उसके साथ साथ आपको सजेशंस भी मिल जाएंगे किस तरीके से आप उसको रिमूव कर सकते हो। फाइन। तो आपको मेक श्योर करना है कि यहां एरर्स ना आए। उसके बाद यहां पर वैलिड विद वार्निंग्स हमें दिखता है। सीधा सा मतलब यह है कि हमारा जो पेज है, जो भी यहां पर दिखेगा, ठीक है, कि हमारा जो पेज है वो वैलिड तो है बट कुछ स्पेसिफिक वार्निंग्स के साथ है, तो आप उन वार्निंग्स के ऊपर काम कर लेंगे तो फिर आपको यहां पर जो है वो पेज फिर वैलिड वाले सेक्शन में आ जाएगा, अगर आप उन वार्निंग्स को रिमूव कर देंगे तो, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज है। उसके बाद वैलिड में अगर मैं आता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर 11 पेजेस जो है वो वैलिड में दिखा रहा है। दीज पेजेस आर सबमिटेड एंड इंडेक्स्ड, ठीक है। 10 पेजेस ऐसे हैं जो सबमिटेड हैं और इंडेक्स्ड हैं, और एक पेज ऐसा है जो इंडेक्स तो है बट साइट मैप में नहीं सबमिटेड है, इसलिए सबमिटेड में नहीं दिखा रहा है। देखो, सबमिटेड का मतलब होता है हम अपनी तरफ से जब यूआरएल गूगल सर्च कंसोल के अंदर देते हैं तो दैट कम्स अंडर द सबमिटेड थिंग, कि मैंने खुद दिया। अब वो देने का तरीका क्या हो सकता है, साइट मैप के थ्रू हो सकता है। तो अगर मैं साइट मैप अपलोड करता हूं, इसका मतलब हमने सबमिट किया यूआरएल, ठीक है। गूगल कहीं से ढूंढ लेता है, गूगल क्रॉल करके ढूंढ लेता है मेरे यूआरएल को, उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो क्रॉल करता है फिर इंडेक्स कर लेता है तो वो इंडेक्स्ड है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट सबमिटेड इन द साइट मैप। तो यहां पर जो स्टेटस हमें दिख रहा है वो वैलिड दिख रहा है 11 यूआरएल्स का, क्योंकि सबमिट तो हो गए ना यूआरएल्स। अब वो चाहे हमारे साइट मैप्स के थ्रू सबमिट हुए हो, चाहे वो हमारे डायरेक्टली क्रॉलर ने ढूंढ लिए हो, वो मुद्दा नहीं है, बट अगर हमारे वेबसाइट प्रॉपर्ली सबमिट हो चुके हैं, विच मींस दैट कि सारी चीजें वैलिड है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आप देखोगे, एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब इन यूआरएल्स को इग्नोर कर दिया है गूगल ने। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों भाई, क्यों इग्नोर कर दिया? अब इस बात को समझोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखो, मैं एक्सक्लूडेड पे जाता हूं, अब ये बता रहा है अगर मैं इनको ऑफ कर दूं, क्योंकि केवल मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं एक्सक्लूडेड वाली डेटा। हम लोग नीचे आ जाते हैं तो ये बोल रहा है कि एक्सक्लूडेड है क्योंकि एक अल्टरनेट पेज मिला हुआ है विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। मतलब 2 पेजेस थे और दोनों पेजेस के ऊपर सेम कंटेंट था, ठीक है, जिसमें से गूगल कहता है दोनों के ऊपर सेम कंटेंट था, हम 2 पेजेस को क्यों इंडेक्स करें, हम तो किसी एक पेज को इंडेक्स करेंगे क्योंकि वही ओरिजिनल और मास्टर पेज है। इसके बारे में मैंने कैनोनिकल वाला जो लेक्चर है हमारा, उसमें बहुत डिटेल में बात करी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें अगर डिटेल में समझनी है ना तो फिर वीडियोस को प्रॉपर्ली थोड़ा सा फॉलो करते रहना, तो और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 2 पेजेस हैं, सेम कंटेंट के ऊपर है, तो अब कंफ्यूजन ये हो गया कि इसमें से ओरिजिनल कौन है। तो जो भी ओरिजिनल पेज होगा वही तो इंडेक्स होगा, जो दूसरा पेज होगा जो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, वो वाला पेज इग्नोर हो जाएगा, यहां की लैंग्वेज में वो वाला पेज एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर जाता हूं अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर, तो मैं इसके ऊपर जाता हूं। अब देखो यहां पर तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। इस पेज को मैं ओपन करता हूं, यहां पर यूआरएल बहुत ध्यान से देखना क्या दिख रहा है तुम्हें, about.html। तुम्हें एक यूआरएल यहां पर दिख रहा है about.html, ठीक है, एक ये यूआरएल हो गया। अगर मैं केवल अबाउट ओपन करता हूं तो आप देखो ये भी तो सेम ही है, कंटेंट तो सेम ही, मतलब 2 अलग अलग यूआरएल्स पे सेम कंटेंट आ रहा है। यहां पर मैं about.html ओपन कर लेता हूं, आप देख लो ये भी यूआरएल है, ये भी यूआरएल, 2 अलग अलग यूआरएल्स के ऊपर सेम कंटेंट आ रहा है। अब आप बोलोगे सर एक ही चीज तो है, ये भी तो स्लैश अबाउट है, ये भी तो स्लैश अबाउट है, बट मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी चेंज हो जैसे .html है, ये गूगल इसको एक डिफरेंट यूआरएल कंसीडर करता है, इसको गूगल एक डिफरेंट यूआरएल कंसीडर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रिपल वाले वर्जन को, नॉन ट्रिपल वाले वर्जन को, दोनों को गूगल डिफरेंट यूआरएल्स कहो या पेजेस कहो तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, 2 डिफरेंट पेजेस जो है वो कंसीडर करता है। तो अब आप बताओ मेरे को, यहां पर एक पेज है या 2 पेज है? दोनों पेज के ऊपर कंटेंट क्या है? कंटेंट सिमिलर है। अगर दोनों पेजेस के ऊपर कंटेंट सिमिलर है
तो यहां पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, तो एक ही पेज तो इंडेक्स होगा। तो इसलिए यहां पर आप देख रहे हो कि इन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे पेजेस थे जिनमें ये इशू था, ठीक है, 14 ऐसे पेजेस थे जिनमें ये इशू था, ठीक है, तो वो वाले पेजेस को इग्नोर कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर आप यहां पर आते हो नॉट फाउंड, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो नॉट फाउंड हुए, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल। अब ये पेजेस डुप्लीकेट तो हैं बट इनका कोई कैनोनिकल नहीं, इनका कोई मास्टर पेज नहीं बताया गया, ठीक है, तो ये भी एक एरर है। तो अगर हम इनको प्रॉपरली कैनोनिकलाइजेशन इनका कर दें, या ये जो इशू है इसको हम सॉल्व कर दें, तो ये पेजेस भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ इसमें सॉल्यूशन कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर ये कवरेज वाली रिपोर्ट के अंदर आपको जो भी आपने चेंजेस किए हुए हैं, अगर वो ठीक तरीके से आपने किए, तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे लास्ट अपडेटेड जो है वो 3/8 को है, मतलब 8 मार्च को ये लास्ट जो अपडेटेड रिपोर्ट है। थोड़ा टाइम लगता है, आज की जो डेट है वो 11 मार्च है, तो 3 दिन पहले का है ये, है ना। तो अगर आज आप कोई चेंज करते हो तो उसको यहाँ पर इफेक्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वैसे अभी आपको समझ में आया कि कवरेज रिपोर्ट के अंदर हमको क्या पता चल रहा है कि हमारे पेजेस कौन से इंडेक्स हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ पेजेस में एरर आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई इंपॉर्टेंट पेज ऐसा तो नहीं जो इंडेक्स ही नहीं हो पा रहा है और क्या रीजन उसके पीछे आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमें कवरेज वाले सेक्शन के अंदर पता चलती, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले ना पूरी कवरेज की जो रिपोर्ट है ना उसको प्रॉपरली स्कैन कर लो, और यहां से आप इस रिपोर्ट को अगर एक्सपोर्ट करना चाहो तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गाइस गूगल सर्च कंसोल में अभी तक का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें हम लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश करी है कि हमारी वेबसाइट को क्रॉल कैसे किया जाता है, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे किया जाता है, और उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर हमें कहां पर दिखाई देती हैं। जो कवरेज वाला सेक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो भी इसी चीज से रिलेटेड है कि आपके जो वेब पेजेस हैं वो कौन कौन से वेब पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हुए हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, कहां पर वार्निंग्स आ रही है, कौन सी वैलिड है और कौन से वैलिड नहीं है पेजेस, और किस टाइप के एरर्स उसके अंदर हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवरेज वाले रिपोर्ट के अंदर देखी थी। गाइस अभी तक भी मैं परफॉर्मेंस वाली रिपोर्ट पे नहीं पहुंचा हूं, कहने का मतलब कि हमारे वेब पेजेस किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी तक हम नहीं पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले हमें यही मेक श्योर करना है कि हमारे जो वेब पेजेस हैं वो प्रॉपरली क्रॉल हुए भी हैं या नहीं, कोई एरर तो नहीं है, और अगर क्रॉल हो गए प्रॉपरली तो वो इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इंडेक्सिंग में भी कोई उनको एरर तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हम लोग पहले इंश्योर करेंगे, उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस और बाकी चीजों के ऊपर जाते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि यूआरएल इंस्पेक्शन टूल करके क्या हमें देगा, तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो वर्क यूआरएल इंस्पेक्शन टूल करता है वो करंट इंडेक्सिंग स्टेटस, यानी कि हमारा जो वेब पेज है वो अभी इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो मतलब इसका इंडेक्सिंग से रिलेटेड जो स्टेटस है वो हमें पता चलता है। सेकंड इज टेस्टिंग अ लाइव यूआरएल, जो अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव यूआरएल है, हम उसको अगर टेस्ट करना चाहिए कि अभी जो हमारा यूआरएल है वो किस तरीके से दिख रहा है, का भी ऑप्शन हमें यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में मिलता है। और इसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो वेब पेज है उसको पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करना है, राइट। थर्ड जो है वो आप देख सकते हो, रिक्वेस्टिंग गूगल टू क्रॉल अ पेज। लेट्स से आपकी वेबसाइट के ऊपर एक पेज था, वो पहले से इंडेक्स था, अब आपने उस पेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए, तो अब आप चाहते हो कि तुरंत आप एक और जो इंडेक्सिंग है वो रिक्वेस्ट करें, तो वो चीज अगर आपको करनी है तो आपको यूआरएल इंस्पेक्शन टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन अबाउट पेज लोडेड रिसोर्सेज। देखो जब एक पेज लोड होता है ना तो उसके साथ उसकी जावा स्क्रिप्ट, उसका एचटीएमएल, ये सारी चीजें भी लोड होती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें भी हमें यूआरएल इंस्पेक्शन टूल के थ्रू पता चलती है। इवन अगर हमारे पेज के ऊपर कोई स्कीमा डेटा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो कोई एरर नहीं है, वो सारी चीजें, हमारा जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ये सारी चीजें हमें थ्रू यूआरएल इंस्पेक्शन टूल जो है वो पता चल जाती हैं। तो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट से पहले हमें ये सारी चीजें भी समझने की जरूरत है। मैं आ चुका हूं एक डेमो वेबसाइट के ऊपर, तो गाइस यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो इंस्पेक्ट एनी यूआरएल लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करता हूं और मैं अपने एक यूआरएल को यहां पर जो है वो एंटर करता हूं ताकि ये गूगल के इंडेक्स से कुछ डेटा जो है वो उठा सके। अब यूआरएल को इंस्पेक्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप यहां से कर सकते हो, देखो यूआरएल इंस्पेक्शन यहां पर भी आप जाओगे तब भी आप कर सकते हो। और अगर आप कोई रिपोर्ट देख रहे हो, जैसे मैं यहां पर कवरेज रिपोर्ट ओपन कर देता हूं, अगर आप कोई रिपोर्ट देख रहे हो और कहीं पर भी अगर आपको यूआरएल दिख रहे हैं जैसे ये, तो यहां पर भी आपको ये छोटा सा सर्च का आइकॉन दिख रहा है, यहां पर भी आप क्लिक करके यूआरएल इंस्पेक्शन पे जा सकते हो। अब आप यहां पर देखो यूआरएल इज ऑन गूगल,
मतलब इंडेक्स हो चुका है, फाइन। अगर आपको दोबारा इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करनी तो आप यहां से कर सकते हो। जो आपका क्रॉल्ड पेज है अगर आपको वो देखना है तो आप यहां से देख सकते हो। अगर आपको लाइव टेस्टिंग करनी है तो वो आप यहां पर कर सकते हो। अभी मैं करूंगा भी इस चीज को। कवरेज के अंदर अगर हम लोग आएंगे, 3 सेक्शंस में एक्चुअली डिवाइड होता है। जब आप कवरेज के अंदर आओगे तो आप देखोगे आपका यूआरएल किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। तो यहां पर साइट मैप्स की हेल्प से ये यूआरएल डिस्कवर हुआ था। कोई रेफरिंग पेज है क्या? रेफरिंग पेज मतलब क्या ये यूआरएल किन्हीं दूसरी यूआरएल्स के ऊपर एज अ लिंक मेंशन है? तो वो नहीं है, कोई भी डिटेक्टेड नहीं हुआ। लास्ट क्रॉल कब ये हुआ था, और क्रॉल जब हुआ था तो किस डिवाइस ने इसको क्रॉल किया था? तो गूगल का जो गूगल बॉट है, स्मार्टफोन वाला गूगल बॉट, उसने इसको क्रॉल किया था। क्रॉलिंग अलाउड है, यस। पेज फेच हो रहा है प्रॉपरली, यस। सक्सेसफुल है। इंडेक्सिंग अलाउड है, यस। यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल जो है इसका वो क्या है, मतलब ये सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन पर है। तो कैनोनिकलाइजेशन वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल में यहां पर जो है हमारा यही हमारा होम पेज भी है, और इसका जो कैनोनिकल यूआरएल है वो भी यही है, ठीक है। गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल जो है वो इंस्पेक्टेड यूआरएल है, राइट। और उसके बाद इन्हांसमेंट्स में आपको जो स्कीमा डेटा वगैरह है उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स मिल जाती है। मेजरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्कीमा डेटा की एक रिपोर्ट लोगोस के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मोबाइल यूजेबिलिटी में पेज इस मोबाइल फ्रेंडली हमें दिख रहा है, फाइन। तो यहाँ पर तो आपको कोई एरर नहीं दिख रहा है। मैंने पैरेलली ना यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जो है वो ओपन कर रखी है जहां पर कुछ एरर था। जैसे आप देखो यहाँ पर यूआरएल इज ऑन गूगल बट इट हैज इश्यूज। तो इश्यूज क्या है? अगर मैं कवरेज सेक्शन में जाता हूं तो आप देखोगे ये यूआरएल जो है ना वो इंडेक्स तो है बट ये सबमिटेड नहीं है साइट मैप में, ठीक है, ओके फाइन। तो यहां पर अगर आप देखोगे साइट मैप में भी एनए दिखेगा आपको, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सबमिट ही नहीं है। रेफरिंग पेज भी नहीं डिटेक्ट हुआ है। लास्ट क्रॉलिंग इसकी कब हुई थी, और बाकी सारी आपको जो रिपोर्ट्स हैं वो दिख रही। मोबाइल यूजेबिलिटी, और क्योंकि ये वर्डप्रेस के वू कॉमर्स पे बनी हुई एक वेबसाइट है तो प्रोडक्ट रिलेटेड इसमें कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। कोई आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट या आइटम है जिसमें SKU, रिव्यूज, एग्रीगेटेड रेटिंग्स, बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिसिंग है। तो ये सारे एरर्स जो भी हैं वो आपको यहाँ पर पता चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एक यूआरएल से रिलेटेड, उसकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पर पता चलते हैं, राइट। तो दोनों चीजें आपने देख ली कि अगर हमारा यूआरएल परफेक्ट है, ठीक है, तो वो किस टाइप से दिखाई देगा, और अगर वो परफेक्ट नहीं है तो उसमें अगर एरर्स वगैरह है तो किस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको दोबारा इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करनी है आप यहां से कर सकते हो। आपका जो क्रॉल्ड पेज है अगर आपको वो देखना है तो आप यहां से देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि पेज की जो दूसरी रिसोर्सेज हैं वो जो लोड होती हैं वो हमें यहाँ पर दिख रही है, HTML वगैरह। और अगर हमें टेस्ट करना है लाइव यूआरएल तो आप जब टेस्ट लाइव यूआरएल के ऊपर करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा आपका पेज है, कितनी रिसोर्सेज है उस पेज के ऊपर, उसके बेसिस पर ये टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा एंड उसके बाद ये आपको यहाँ पर रिजल्ट्स शो कर देगा। तो गाइज अभी आप देख सकते हो जब हमने लाइव टेस्ट किया, मतलब कि अभी गूगल सर्च कंसोल किस टाइप से हमारे यूआरएल की रिपोर्ट जो है वो जनरेट करता है, वो यहाँ है। गूगल इंडेक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये तो गूगल का इंडेक्स है, मतलब गूगल के सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बता रहा है। बट अगर मैं अभी क्विक लाइव टेस्ट करता हूं तो फिर क्या रिपोर्ट निकल के आती है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि यूआरएल इंस्पेक्शन का वर्क क्या होता है। अगर आप जो है कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यूआरएल इंस्पेक्शन का वर्क क्या होता है। बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या इनसाइट्स और क्या क्या डेटा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो वैसे सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस का यहाँ पर मतलब क्या है। देखो, अगर हमारे पास कोई हमारी वेबसाइट है और उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हैं, राइट, तो वो पेजेस हमारे किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर मिलती है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि मान लेते हैं अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर लेट से मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर इंडिया, राइट। मैं यहाँ पर इंडिया टाइप करता हूँ और आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी हमें जो वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेट से हमें ये एक वेब पेज यहाँ पर दिख रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम लोग जाकर परफॉर्मेंस में चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये वाला जो पेज है rbi.org.in, ये वाला हमारा पेज इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर इंडिया में जो है वो रैंक कर रहा है और उसको इतने क्लिक्स और इतने इंप्रेशंस मिले, राइट। तो हमारा अगर कोई वेब पेज है वो किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में परफॉर्म कर रहा है, अगर इसको हमें समझना है तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास ये परफॉर्मेंस की रिपोर्ट होती है। अब एक और चीज यहां पर बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे
कि जब कहीं हम लोग बात करते हैं ना किसी रिपोर्ट की, तो आप समझो इसका पर्पस क्या है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर आए, उनको पता सारी चीजें हैं कि यहां पर जो है वो क्लिक्स मेंशन है, इंप्रेशन मेंशन है, CTR मेंशन है, एवरेज पोजीशन मेंशन है। वो यहां पर आते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, देखने के बाद बस देख लेते हैं कि हाँ मेरा CTR बढ़ रहा है या CTR घट रहा है, या एवरेज पोजीशन मेरी बढ़ रही है या घट रही, क्या हो रहा है, और उसके बाद वो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको किसी डेटा के बेसिस पर एक रिपोर्ट मिली है, उसकी आपने एनालिसिस क्या करी, और एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस के बेसिस पर जो आपको डिसीजंस लेने हैं, जो आपको चेंजेस लेने हैं, वो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई चेंजेस लेने की जरूरत ना हो, बट आपको एग्री होना पड़ेगा कि हाँ हमारी रिपोर्ट इस तरीके की है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो क्या आप ये चीज जस्टिफाई कर पाते हैं या डेटा से समझ पाते हैं कि हमें किस टाइप के चेंजेस जो है वो करने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों के भी अराउंड थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज एक्चुअली द डेट, कि जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं वो किस टाइम पीरियड की रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। फाइन, तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट के ऊपर आए और इसके जो एलिमेंट्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गूगल सर्च कंसोल के परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर मिलती हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, सर्च टाइप हमें यहाँ पर दिख रहा है वेब। मतलब जब कोई यूजर गूगल के ऊपर जाता है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया इंडिया, राइट, तो अगर कोई भी यूजर इस टाइप से टाइप करे तो उसे बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट थी, फाइन, तो यहाँ पर अगर हमारी वेबसाइट शो करती है तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेब। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज के इस ऑल वाले सेक्शन में, वेब वाले सेक्शन में क्या परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। हम इमेजेस वाले सेक्शन में क्या परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैप्स ऑफ इंडिया, तो मैप्स ऑफ इंडिया वेबसाइट जो है, ये वाला जो वेब पेज है, ये जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसके इमेजेस वाले सेक्शन में परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें ये समझना है कि जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर, कि हमें जो एनालिसिस लेनी है वो कौन से सर्च टाइप पे हमें एनालिसिस लेनी है, वो सर्च टाइप वेब है, वो सर्च टाइप इमेजेस हैं, वो सर्च टाइप वीडियोस हैं या न्यूज़ है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि हम वेब में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, हम न्यूज़ में, इमेजेस में, वीडियोस में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो अगर हमें समझना है तो फिर हम यहाँ से फर्दर जाकर जो है फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इमेजेस के ऊपर चला जाता हूं, तो इसका मतलब यह है कि अब इमेजेस वाले सेक्शन में हमारे जो वेब पेजेस हैं या वेबसाइट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। फाइन, तो यहां पर मैं वापस आ जाता हूं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आप इमेजेस वाले सेक्शन के ऊपर जाओगे तो इमेजेस वाले सेक्शन में लास्ट 3 मंथ्स में हमारी ये जो डेमो वेबसाइट है इसको लगभग 1200 के अराउंड जो है वो यहाँ पर इंप्रेशंस जो हैं वो मिले हुए हैं। हमें यहाँ पर कोई क्लिक्स नहीं मिले। हो सकता है कुछ क्वेरीज के ऊपर जो हमारी इमेजेस के इंप्रेशंस हो रहे हैं वो काफ़ी नीचे हो रहे हो, तो इंप्रेशंस तो हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अगर कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है तो अगर वो स्क्रॉल करता है तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो इमेज है वो लोड होती है, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर उसका इंप्रेशन हो गया। तो इसी तरीका से हो सकता है कि यहाँ पर हमें जो इंप्रेशंस हैं वो बहुत सारे इंप्रेशंस मिले, बट हो सकता है हमारी इमेज की जो पोजीशन है, वो रैंकिंग है, वो इतनी अच्छी नहीं थी, या हमारी वो इमेज ही उतनी अच्छी नहीं थी कि उसने बहुत ज़्यादा क्लिक्स जो है ना वो नहीं अचीव किए। उसे पर यहाँ पर इंप्रेशंस तो मिल गए बट क्लिक्स नहीं मिले। फाइन, देन देयर इज एवरेज CTR। भाई CTR इज क्लिक थ्रू रेट। अब अगर क्लिक्स ही नहीं आए तो क्लिक थ्रू रेट कैसे होगा। और जो मैं एवरेज पोजीशन की बात कर रहा था, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज पोजीशन कितनी है, 60, तो काफ़ी नीचे एवरेज पोजीशन आ रही है। तो एवरेज पोजीशन अगर 60 के, तो चांसेस कम है कि हमें बहुत अच्छा वहाँ पर CTR मिलेगा या बहुत अच्छे रिलेवेंट हमें क्लिक्स मिलेंगे वहाँ पर, राइट। कमिंग बैक टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा वेब वाला ही पार्ट होता है। अगर मैं वापस वेब वाले पार्ट के ऊपर आ जाऊं तो आप देख सकते हो इसमें हमें जो टोटल क्लिक्स मिले हैं वो 46 टोटल क्लिक्स मिले हैं लास्ट 3 मंथ्स में। अगर मैं 6 मंथ्स देखना चाहूँ, 12 मंथ्स देखना चाहूँ, दैट इज टोटली अप टू अस कि हम कितना टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं। रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा टाइम फ्रेम ले रहे हो तो ही अच्छा होता है। मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, आपको जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में विजिबिलिटी बहुत मिलती है, आपको इंप्रेशंस बहुत मिलते हैं, वहाँ पर आप छोटा टाइम पीरियड भी ले सकते हो। पता चला आपको हज़ारों इंप्रेशंस रोज़ मिल रहा है, 5000, 6000, 8000, 10000 इंप्रेशंस रोज़ मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप एक सप्ताह की, एक वीक की भी डेटा अगर आप देखेंगे तो वो भी मोर देन इनफ डेटा होगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको 7-8 हज़ार इंप्रेशंस रोज मिल रहे हैं तो 7 दिन में अच्छे खासे इंप्रेशंस मिल रहे हैं, अच्छे खासे क्लिक्स भी आपको मिल रहे होंगे।
तो फिर वहां पर आप 7 दिन 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने की जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में लोग थोड़े से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जो रिपोर्ट है वो देखना प्रिफर करते हैं, अगर उतनी ज़्यादा डेटा नहीं आ रही है तो ठीक है। बट अगेन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चीज़ों को टेस्ट कर करके देखें। 7 डेज की भी रिपोर्ट देखें जाकर, 28 डेज की भी रिपोर्ट जाकर देखें और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करें। उसके बाद एक और फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज एक्चुअली द कंपेयर फीचर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर लास्ट 3 मंथ्स टू द प्रीवियस पीरियड, जैसे अभी के 3 महीने और उससे पहले के 3 महीने के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पिछले 3 महीने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, तो क्या उन एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट मुझे देखने को मिला कि हम रैंकिंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हमारे वेब पेजेस की रैंकिंग इंप्रूव हुई, क्या हमें ज़्यादा इंप्रेशंस देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए अगर हम चाहते हैं टाइम के बेसिस पे कंपेयर करना, तो यहां पर आप देख सकते हो उसे कंपेयर लास्ट 3 मंथ्स टू प्रीवियस पीरियड दिया हुआ है। इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहां पर सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो अब देख सकते हो आपको 2 चीजें यहां पर दिख रही हैं, फाइन। तो अगर आप यहां पर देखो तो टोटल क्लिक्स कितने हैं, 46 लास्ट 3 मंथ्स में, और उससे पहले 55 क्लिक्स आए थे, राइट। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया ये डमी वेबसाइट, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, बस ये एजुकेशन पर्पज से है यहाँ पर, राइट। तो 55 से यहाँ पर 46 अगर आप देखो तो 46 थोड़ा सा डाउन हुए यहाँ पर नंबर ऑफ क्लिक्स। इंप्रेशंस देखो इंक्रीज हुए हैं बट नंबर ऑफ क्लिक्स हमारे डाउन हुए हैं, जिससे कि हमारा जो CTR है वो भी डाउन हुआ और जो हमारी एवरेज पोजीशन है वो भी डाउन हुई। मतलब हम पहले अगर हमारी एवरेज पोजीशन 17 थी, तो अब हमारी जो एवरेज पोजीशन है वो हो गई है 21। अब एवरेज पोजीशन का यहाँ पर मतलब समझो, बहुत सारे लोग जो है ना वो एवरेज पोजीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एवरेज पोजीशन का मतलब क्या है। देखो एवरेज पोजीशन का मतलब ये होता है कि मान लिया एक क्वेरी के ऊपर, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट क्वेरीज हो रही हैं, राइट, और एक क्वेरी के ऊपर हमारा ये वाला एक पेज जो है पेज 1, फाइन, ये 5th पोजीशन पे रैंक करता है। दूसरी क्वेरी के ऊपर जो हमारा पेज 2 है ये 6th पोजीशन पे रैंक करता है। तीसरी क्वेरी के ऊपर हमारा जो पेज 3 है वो रैंक करता है हमारा, लेट्स से यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 6 5 11 हो गया, तो यहाँ पर 4 और 4th पोजीशन मान लेते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला पेज हमारा 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये वाला पेज हमारा 6th पोजीशन पे, ये वाला पेज हमारा 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं ऑन एन एवरेज मेरी रैंकिंग कितनी थी, तो एवरेज का जो बेसिक सा मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है वो आप लगा लोगे, 6 4 10 5 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो मैं बोलूंगा एवरेज पोजीशन जो है हमारी वेबसाइट की, क्योंकि ये वाला जो हमारा पेज है वो 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये वाला जो हमारा पेज है ये 6th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये जो पेज है 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो हमने एक तरीके से इनका एवरेज निकाली और हम बोलेंगे हमारी वेबसाइट की जो एवरेज पोजीशन है ना वो है हमारी 5, राइट, एवरेज पोजीशन 5 है। वैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते कि ये 5 होता जैसे, तो ये पॉइंट में चली जाती, 5 5 10 और 16 डिवाइडेड बाई यहाँ 3 हो जाता, तो ये लगभग 5.3 के अराउंड जो है हमारी एवरेज पोजीशन यहां पर आती, फाइन। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि यहां पर आपको कुछ एवरेज पोजीशन इस तरीके से दिख रही कि हमारी जो एवरेज पोजीशन थी पिछले से पिछले वाले 3 महीने में वो 17.8 एवरेज पोजीशन थी, और अब जो हमारी एवरेज पोजीशन है वो 21.1 है। लास्ट 3 मंथ्स की अगर हम एवरेज पोजीशन निकालने की कोशिश करें तो हमारी एवरेज पोजीशन 21.1 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा। देखो एवरेज पोजीशन मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगती है मेट्रिक, क्योंकि अगर मैं इसको बताऊं आपको तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज पोजीशन उतनी ज़्यादा ना एक्यूरेट नहीं है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरा ब्रांड नेम है उमर तस्कीर, अब आप इस बात को समझिएगा, मेरा ब्रांड नेम है उमर तस्कीर और इसी नाम से मेरी वेबसाइट है। अब अगर कोई गूगल पे जाता है और उमर तस्कीर टाइप करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि मेरी वेबसाइट पहली पोजीशन पे रैंक हो जाए, अग्री। बट वहीं पर अगर कोई ये टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मान लिया, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वहां पर मैं रैंक कर रहा हूं 10th पोजीशन पर। अब अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5.5। तो गूगल सर्च कंसोल हमें बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट की अभी की रैंकिंग है वो है 5.5। तो आपको लगेगा अरे मैं 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा हूं, बट ना तो आप 5th पोजीशन पे रैंक कर रहे हो, देखोगे अगर आप जाकर तो आप कुछ क्वेरीज के ऊपर पहली पोजीशन पे रैंक कर रहे हो, कुछ क्वेरीज के ऊपर 10th पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहे हो। तो बात क्या समझ में आई हमें कि एवरेज वाली जो रिपोर्ट है ना वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, एक्यूरेट मतलब यहां पर एक्यूरेट तो है वो, अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन तो एक्यूरेट है, बट हमारे काम की उतनी नहीं होती है। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। लेट से एक स्टूडेंट के एग्जाम में नंबर आते हैं 60% मार्क्स, आप बोलोगे हाँ ठीक है इसके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ गए, इसको 60% मार्क्स मिले, ठीक है, ओके फाइन, 60% मार्क्स ठीक है।
बट जब हम उससे और ज़्यादा पूछते हैं और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, हम पूछते हैं उससे मैथ्स में कितने नंबर आए, वो बोलता है जस्ट पास हो गए, हम 35 नंबर आए मैथ्स में। हम उससे पूछते हैं हिंदी में कितने नंबर आए, बोलता है 80 नंबर आ गए मेरे हिंदी में, 80 मार्क्स आ गए। हम उससे पूछते हैं फिजिक्स में कितने नंबर आए, बोलता है 40 नंबर आए। तो आप बात क्या समझ रहे हो कि आपको एक जो परसेंटेज पता चली वो तो पता चल गई आपको कि 60% मार्क्स इसके आए, पर जब आप देखना शुरू करते हो सब्जेक्ट वाइज तो आप देखते हो कि उसके मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट है। वही चीज मैं आपको यहां पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप यहां पर जाओगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में और आप देखोगे एवरेज पोजीशन, आप कहोगे 17th पोजीशन पे मैं रैंक कर रहा हूं, इसका मतलब पेज नंबर 2 पे मैं रैंक कर रहा हूं। बट इसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज के ऊपर आप पेज 1 पे रैंक कर रहे होगे, अच्छी पोजीशन पे रैंक कर रहे होगे, और बहुत सारी क्वेरीज के ऊपर आप 4th 5th पोजीशन के ऊपर भी रैंक कर रहे होगे। तो ये उसका एवरेज निकाल के देता है। तो अगर आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करनी है तो आपको क्या एवरेज के ऊपर काम करना है? नहीं। अगर आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करनी है तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक कैसे? कि किस क्वेरी पर कौन सा पेज हमारे कितनी एवरेज पोजीशन बना रहा है, किस क्वेरी पर कौन सा पेज कितनी एवरेज पोजीशन बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे हो सकता है कि एक ही पेज एक स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर कुछ टाइम तक वो सेकंड पोजीशन पे रहा, फिर कुछ टाइम तक कुछ लोगों के लिए डिफरेंट लोकेशंस में वो थर्ड पोजीशन पे रहा, राइट। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3+2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.5 एवरेज पोजीशन उसकी आ गई। तो यहां पर तो ठीक है एवरेज पोजीशन, क्योंकि मैं यहां पर और स्पेसिफिक हो गया कि किस पर्टिकुलर क्वेरी पर कौन से पेज की कितनी पोजीशन है या कितनी एवरेज पोजीशन है। तो ये तो एक बार के लिए जो डिस्कशन है या ये जो एनालिसिस वो तो ठीक है, बट यहीं पर मैं पूरी वेबसाइट की एवरेज पोजीशन की बात कर रहा हूं तो वहां पर मतलब ये इतनी ज्यादा क्लियर डेटा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन होगा समझने में, राइट। तो मैं यहां पर बात कर रहा था आपसे कंपेयर की, कि कंपेयर को भी यूज करके हम लोग यहां पर इस टाइप से डेटा की जो एनालिसिस वो कर सकते हैं। और आपको देखोगे अगर आप यहां पर, तो आपको दो तरीके की लाइंस दिख रही हैं, एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है और एक आपको जो है वो कंप्लीट लाइन दिख रही है। तो यहां पर जो डॉटेड लाइन है, जैसे यहां पर देखो मेंशन भी है, जो डॉटेड लाइन है वो बेसिकली प्रीवियस 3 मंथ्स की है और ये वाली जो है वो लास्ट के अभी के पिछले जो 3 महीने हैं उनकी है, राइट। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार के लिए यहां पर कंपेयर को भी ना एक बार के लिए मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और अपना सिंपल सा लास्ट 28 डेज या लास्ट 3 मंथ्स का मैं यहां पर फिल्टर जो है वो लगा देता हूं। फाइन, अब नीचे आते हैं हम लोग। यहां पर अगर आप देखो तो ये बता रहा है हमें कि पेजेस, कौन से पेजेस पे आपको कितनी क्लिक्स मिली हैं, उस पे कितने इंप्रेशंस आए थे, उस पेज का सीटीआर कितना था और उसकी एवरेज पोजीशन कितनी थी, राइट। तो अब यहां पर भी बोलोगे आप कि सर ये भी तो एवरेज पोजीशन यहां पर भी बता रहा है, तो ये पेज वाइज एवरेज पोजीशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेरी के ऊपर, क्वेरी 1 के ऊपर हमारा ये वाला पेज थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा है, राइट। इसी क्वेरी के ऊपर ये वाला पेज हमारा 5th पोजीशन पे भी रैंक कर सकता है। क्वेरी 2 के ऊपर कोई दूसरी क्वेरी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर मेरी वेबसाइट अगर थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रही है तो ये हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर मेरी वेबसाइट 5th पोजीशन पे रैंक कर रही हो। तो 5+3 8 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया हमारा 4 एवरेज पोजीशन। इसी तरीके से अगर 3 पे रैंक कर रहा था और 2 पे रैंक कर रहा था, एक क्वेरी के ऊपर 3 पे हमारा पेज रैंक कर रहा था, एक क्वेरी के ऊपर 2 पे रैंक कर रहा था, तो अगर देखोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 हमारी जो एवरेज पोजीशन है वो यहाँ पर हमारी एवरेज पोजीशन 2.5 जो है वो आ जाएगी, राइट। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एवरेज पोजीशन का फंडा क्या है। तो आप जितने स्पेसिफिक डेटा को स्टडी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपको अब डिफरेंस समझ में आएगा कि ये वाला जो हमारा पेज है ना, इसके देखो इतने सारे इंप्रेशंस हुए, 131 इंप्रेशंस हुए, बट इसके कोई क्लिक्स नहीं आए। क्लिक्स ना आने के पीछे जो रीजन था वो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। यहां पर जो आपको दिख रहा है मैं बता देता हूं आपको, 41.6 यहां पर इसकी एवरेज पोजीशन है। उसी तरीके से अगर यहां पर देखो तो कोई क्लिक्स नहीं आए, 701 इंप्रेशंस के बाद भी कोई क्लिक्स नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? पोजीशन 40th है, 40th पोजीशन, ऑलमोस्ट 40वें पोजीशन पे आप रैंक कर रहे हो इस पेज के साथ डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, राइट। तो अभी आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये एवरेज पोजीशन का जो फंडा है वो क्या है। फाइन, तो यहां पर हमें जो डेटा दिख रही है वो क्लिक्स हमें पता चल रहा है कि इस पेज के कितने क्लिक्स आए, इस पेज के कितने इंप्रेशंस हुए, तो उसका सीटीआर कितना था, ये सारी चीजें, राइट। पेजेस के बारे में हमें पता चल जाता है किन कंट्रीज से हमें कितने क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर और हमारी क्या पोजीशन रही। तो इंडिया से अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो हमारी पोजीशन इंडिया की बनती है सभी को मिलाकर, ठीक है, सभी पेजेस को, सभी क्वेरीज को मिलाकर जो हमारी ऑन एन एवरेज पोजीशन इंडिया में बनती है वो 13.2 बनती है। फाइन,
यहाँ पर डिवाइस वाइज सेम डेटा है कि डिवाइस वाइज हमारे जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और उसके बाद अगर डेट वाइज मैं देखना चाहूँ, जैसे स्पेसिफिक डेट वाइज कि 19th को जो है हमारी एवरेज पोजीशन कितनी थी, 20th को हमारी कितनी थी, इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं डेट वाइज भी, राइट। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है यहाँ पर विच इज कॉल्ड एज क्वेरीज, राइट। तो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है द लैंग्वेज काउंसिल। ये क्या है? ये एक्चुअली ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम पर अगर आप देखोगे तो ब्रांड नेम पर जो आपकी पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, मतलब टॉप पे आप रैंक कर रहे हो ब्रांड नेम के ऊपर। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस इन मुंब्रा, ठीक है, ये एक जनरल कीवर्ड है, अगर इसके ऊपर आप रैंक करो तो अच्छी बात है। इसके ऊपर जो आपकी एवरेज पोजीशन है वो 3.8 है। लैंग्वेज काउंसिल के ऊपर जो आपकी एवरेज पोजीशन है वो 10.7 है, ठीक है। अब हम थोड़ा और स्पेसिफिक होना चाहते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको कि परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम कुछ एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं ये करने वाला हूं कि मुझे ये समझना है कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर कौन सा पेज पे हमारी एवरेज पोजीशन क्या आ रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ऊपर आप देखो एक और फिल्टर ऐड हो गया। अब जो ये डेटा है ना, ये पूरी इस क्वेरी के लिए डेटा है, फाइन। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सर्च टाइप क्या लिखा हुआ है? वेब के ऊपर हम सर्च करें लास्ट 3 मंथ्स में इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर मुझे 3 क्लिक्स मिले हुए हैं, 200 इंप्रेशंस मिले, ये मेरा सीटीआर था और ये मेरी एवरेज पोजीशन थी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर हमारे ये डिफरेंट पेजेस हैं जो रैंक कर रहे थे। ये वाला जो हमारा पेज है ये 4.6 के ऊपर रैंक कर रहा है। ये वाला हमारा जो पेज है वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ये वाला जो हमारा पेज है ये भी हमारा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करता है इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर, फाइन। उसके बाद अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर इंडिया से हमें इतने क्लिक्स मिले हैं और इंडिया में जो ऑन एन एवरेज पोजीशन बन रही है वो इतनी बन रही है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पेज वाइज, ठीक है। पेज वाइज आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। कंट्री वाइज आपको ये समझना है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री के अराउंड आप पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं यहां से एंड लेट्स से मैं न्यू के ऊपर जाता हूं, कंट्री यहां सेलेक्ट करता हूं, आई वांट टू स्टडी अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स कि यूनाइटेड स्टेट्स में मेरी लास्ट 3 मंथ्स में क्या परफॉर्मेंस आई। तो दैट वी कैन डू, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे हमें फिल्टर्स दिखते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज विद रिगार्ड्स टू दिस परफॉर्मेंस सेक्शन इज कि जब आप अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हो ना, तो मान के चलते हैं जैसे आपने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ये आपका मेन कीवर्ड था जिसको आपने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, मान लिया यही कीवर्ड था, तो अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो आप देखोगे इससे मिलते जुलती क्वेरीज के ऊपर भी आपके जो दूसरे पेजेस हैं या वही पेज है वो रैंक करने लगता है, फाइन। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक क्वेरी के लिए अपने वेब पेज को आप ऑप्टिमाइज करते हैं, रैंक कराने की कोशिश करते हैं, तो उससे मिलते जुलती क्वेरीज पे भी वो ऑप्टिमाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि गूगल को समझ में आने लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया क्वेरी है, इसका मतलब इससे रिलेवेंट जो क्वेरी है वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया है। तो उसके ऊपर भी देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो पेज है वो रैंक होने लगे या उससे मिलती जुलती क्वेरीज के ऊपर रैंक होने लगे। तो वो जो क्वेरीज हैं जिनके ऊपर आपका पेज रैंक हो रहा है और रैंक होने के बावजूद उसके कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, उसकी एवरेज पोजीशन कितनी बन रही है, वो आपको यहाँ क्वेरीज वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ना क्वेरीज वाले सेक्शन में, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो 74 कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो क्या हम 74 कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं? नहीं, हम हो सकता है 8 ही 10 कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट उससे मिलते जुलते बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर भी हमारी वेबसाइट पोजीशन, या वेबसाइट ना कहें, अगर हम वेब पेजेस बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हमारे वेब पेजेस पोजीशंस बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्वेरीज वाले सेक्शन में हमें बहुत सारे जो और क्वेरीज हैं वो हमें दिखने लगती हैं और उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर फर्दर और एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं तो इनके बेसिस पर हम नए पेजेस अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इनके बेसिस पर अगर हम कुछ ब्लॉग लिखना चाहें, जैसे एक क्वेरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ये बहुत ही सॉलिड क्वेरी है और इसके ऊपर क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, तो इस क्वेरी से मिलते जुलते मैं कुछ कीवर्ड रिसर्च करूँगा, फिर उससे रिलेटेड मैं कुछ ब्लॉग लिखूंगा, उसको रैंक कराने की कोशिश करूंगा, तो वहां से भी मैं पोटेंशियल ट्रैफिक लाने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें तो स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में आ गई, जो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने बस रिपोर्ट देख लिया, दैट्स इट, ऐसा कभी नहीं करना है हमें। रिपोर्ट के बेसिस पर जो डेटा हम लोगों ने देखी उसके बेसिस पर कुछ हमें एनालिसिस करनी है और एनालिसिस करने के बाद कुछ ना कुछ हमें स्टेप्स भी लेने हैं।
वरना रिपोर्ट का मतलब ही क्या है अगर आप उससे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। तो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और ये किस तरीके से काम करती है। एवरेज पोजीशन वाला जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये एवरेज पोजीशन, मैं कभी एवरेज पोजीशन पे फोकस नहीं करता हूँ, राइट। मैं हमेशा यहाँ पर कि ये वाली जो हमारी क्वेरी है, इसको कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स, इसका CTR कितना है और इसकी एवरेज पोजीशन जो है वो कितनी। तो इस टाइप से मैं ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही बड़ी डेटा की एवरेज पोजीशन अगर आप देखोगे तो आप भी कंफ्यूज रहोगे। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि उनमें से कुछ पेजेस या कुछ URLs हमारे गूगल सर्च में ना दिखाई दें। रीजंस इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ हमारे स्पेसिफिक जो पेजेस हैं वो गूगल सर्च में दिखाई दें। तो अगर हम इस चीज को करना चाहते हो, किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें एक गूगल सर्च के अंदर रिमूवल का टूल मिलता है, जिसके थ्रू गूगल सर्च से हम उन URLs को रिमूव कर सकते हैं। तो जब आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाओगे तो आप इंडेक्स के अंदर देखोगे आपको एक रिमूवल का सेक्शन मिलता है और यहां से आप नई रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जब आप न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे तो यह आपसे पूछता है कि आप किस URL को गूगल सर्च से रिमूव करना चाहते हैं, उसको आप यहां पर मेंशन कर दे। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि यहां पर अगर हम रिमूवल करेंगे या न्यू रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो URL हमारी वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा। देखो, वो URL वेबसाइट से नहीं रिमूव होगा, वो URL केवल और केवल रिमूव होगा गूगल सर्च से। मतलब गूगल सर्च के अंदर वो URL अपीयर नहीं होगा, वो या वो पेज नहीं अपीयर होगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, आप यहां पर अगर ध्यान से देखो, मैं इसको कैंसिल भी करता हूं, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा टेम्परेरी रिमूवल। मतलब ये परमानेंटली रिमूवल नहीं है। मतलब यहां पर अगर आपका वेबसाइट गूगल सर्च से एक बार रिमूव भी हो गया तो हो सकता है 6 मंथ्स बाद वापस जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और उस URL को देखेगा तो वापस वो फिर से आपके URL को गूगल सर्च के अंदर शो करा सकता है। कहने का मतलब ये एक टेम्परेरी URL रिमूवल है, जैसे कि आपको यहां पर नाम से भी दिख रहा है। टेम्परेरी पेज रिमूवल है, जैसे आपको यहां पर नाम से भी दिख रहा है। बट यहां पर सवाल यह भी होता है कि सर अगर हम फिर जो है वो परमानेंटली रिमूवल करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं। देखो, परमानेंटली रिमूवल के लिए आपको उस पेज को ही रिमूव करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट से, या फिर उस पेज को आपको 404 जो है वो बनाना पड़ेगा। अगर आप उस पेज को 404 बना दो फिर वो एक तरीके से आपका परमानेंटली रिमूवल वाला जो है वो सोल्यूशन हो सकता है। या फिर उस पेज में नो इंडेक्स टैग को अगर आप यूज कर लोगे, दैट इज एक्चुअली द परमानेंट रिमूवल, राइट। बट यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है टेम्परेरी रिमूवल का। तो किस तरीके से हमें करना है, न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जाना है। यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है, हम अपना URL एंटर करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए केवल आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि अगर मैं अपना ये URL यहां पर एंटर करता हूं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखो तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, रिमूव दिस URL ओनली। अगर आप ये चाहते हो कि केवल यही स्पेसिफिक URL गूगल सर्च से रिमूव हो तो ये आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस URL के बाद जितने भी URLs हैं स्लैश करके कुछ और भी बन रहे हैं, अगर डिफरेंट URLs, उनको भी अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो फिर आपको यहां पर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। बड़ी ध्यान से यहां पर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कहीं कोई गलत रिमूवल ना कर दें, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर जो मैंने अभी आपको एक चीज एक्सप्लेन करी है वो यहां पर भी लिखी हुई है, ब्लॉक URL फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट्स फॉर अबाउट 6 मंथ्स एंड क्लियर करंट स्निपेट एंड कैशे वर्जन। मतलब अगर गूगल के पास ऑलरेडी कुछ स्निपेट बन चुके हैं, स्निपेट मतलब यहां पर जो आप जाते हो, जैसे मैं अगर यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ पर आने के बाद लेट से मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूं यहाँ पर, तो ये जो आप स्निपेट्स देख रहे हो, जैसे यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जैसे ये एक स्निपेट बन रहा है, राइट। तो इस स्निपेट को क्लियर कर देता है। जो कैशे वर्जन इसका जो स्टोर होता है उसको भी ये क्लियर कर देता है, क्योंकि ये जो वाला जो हमारा स्पेसिफिक पेज है इसका कुछ कैशे वर्जन भी गूगल के पास जो है वो स्टोर होगा कि ये पेज गूगल किस तरीके से देखता है, दैट इज एक्चुअली द कैशे वर्जन। तो उसको भी ये क्लियर कर देता है अगर हम लोग यहां पर रिमूवल करते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप देख सकते हो, करंट स्निपेट एंड कैशेड वर्जन दे विल बी रीजनरेटेड आफ्टर द नेक्स्ट क्रॉल, ठीक है। फॉर परमानेंट रिमूवल आइदर ब्लॉक पेजेस फ्रॉम इंडेक्सिंग, जो मैंने बताया नो इंडेक्स टैग से या तो ब्लॉक कर सकते हैं, और रिमूव देम फ्रॉम द साइट, वेबसाइट से ही रिमूव कर दो और 404 पे आप रिडायरेक्ट कर दो। तो गाइस, आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये न्यू रिक्वेस्ट का यहां पर मतलब क्या है और टेम्परेरी रिमूवल का क्या मतलब होता है। उसके बाद गाइस हमें यहां पर आउटडेटेड कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। अब यहां पर अगर कोई भी यूजर इंटरनेट के ऊपर ये मार्क करता है कि आपका जो वेब पेज है वो आउटडेटेड कंटेंट वाला वेब पेज है, तो फिर यहां पर
आपको वो पेजेस के यूआरएल्स वगैरह यहाँ पर आपको दिखते हैं और उनका क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखता है, क्योंकि हमारे वेबसाइट में नहीं है तो मैं आपको अभी यहाँ पर ये चीज़ दिखा नहीं सकता। टेम्परेरी में अगर हम कोई न्यू रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो वो हमारी यहाँ पर दिख जाएगी, यूआरएल टाइप क्या है रिक्वेस्टेड, और उसका जो स्टेटस होगा वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो बस ध्यान देने वाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग इसको परमानेंटली रिमूवल का ऑप्शन समझते हैं, बट वो है नहीं, इट्स अ टेम्परेरी रिमूवल ऑप्शन। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपको ये सेफ सर्च फिल्टरिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसको एडल्ट मार्क करता है, नॉट सेफ मार्क करता है, तो फिर वो यूआरएल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जिनकी भी रिक्वेस्ट रेज हुई होगी। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रिमूवल का जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है। URL पैरामीटर टूल, गाइज यहां पर जब आप गूगल सर्च कंसोल में आप अपने आते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर आपको लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर एक आपको टूल दिख रहा होगा जिसका नाम है URL पैरामीटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज की बात करने वाले हैं कि आखिर ये URL पैरामीटर का ऑप्शन यहां पर क्यों दे रखा है और क्यों हम लोग इस वीडियो की बात कर रहे हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है जो यहां पर आप देख रहे हो, दिस रिपोर्ट विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर 26 अप्रैल, मतलब एक महीने के बाद लगभग अगर आप आज सही दिन पर वीडियो देख रहे हैं जिस दिन मैंने अपलोड किया हुआ है, तो एक महीने के बाद लगभग ये वाला जो टूल है वो डिसकंटिन्यू कर देगा गूगल सर्च कंसोल, तो इसका ऑप्शन हमें नहीं दिखेगा। तो जो मेन पॉइंट है कि क्यों हम लोग इस वीडियो को यहां पर जो है लेकर आए आप लोगों के लिए, वो ये है कि अगर URL पैरामीटर्स वाला जो ऑप्शन है वो चला जाएगा तो जो समस्या URL पैरामीटर्स टूल हमारे लिए सॉल्व करता है उस समस्या का फिर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि URL पैरामीटर क्या होता है। तो गाइस यहां पर आ जाते हैं हम लोग हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, और ये जो डमी वेबसाइट है इसको आप देख रहे हो, जैसे ही ये वेबसाइट यहां पर है आप लोगों के सामने, तो अगर आप यहां पर कोई एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, जैसे मैं ये वाले प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, तो अब आप ध्यान से इसका URL देखिए, ये आपको यहां पर इसका URL दिख रहा है। बट वहीं पर अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूं, जैसे मैं यहां पर गया और मैंने यहां पर सर्च किया न्यू, और न्यू मैं सर्च करता हूं, अब ध्यान से आप देखो यहां पर आपका जो URL है वो किस टाइप का है। तो जो ये आप देख रहे हो ना एस, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द पैरामीटर। तो पॉइंट ये है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो पैरामीटर बेस्ड जो URLs होते हैं उनको गूगल इंडेक्स करे। ये रीजन होता है कि हम पैरामीटर बेस्ड जो URLs हैं उनको URL पैरामीटर वाले टूल की हेल्प से फिर रिमूव कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गूगल उनको इंडेक्स करे, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो ये तो हमारा पैरामीटर है, और जब हमको सर्च करते हैं ना तो जो भी नया हमारा URL बनता है उस URL के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं उन्हीं का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे इस बात को और अच्छे तरीके से समझना चाहो तो मैं यहां अमेजॉन के ऊपर आ जाता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि पैरामीटर URL का फंडा क्या है। तो यहां पर अमेजॉन पे मैं एक बार के लिए सर्च करता हूं लैपटॉप, ठीक है। जैसे ही मैंने लैपटॉप सर्च किया, अब आप देखोगे यहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। जो पेज का कंटेंट है वो आपको यहां पर दिख रहा है, बहुत सारा यहां पर जो है लैपटॉप से रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। अगर मैं ये जो लैपटॉप की सीक्वेंसिंग है इसको ऊपर नीचे कर दूं तो जो इस पेज का कंटेंट है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इस बात को समझो। मतलब एक नॉर्मल तो हमारा ये वाला पेज हो गया, और सेकंड हम एक और पेज की बात कर रहे हैं, एक और नए URL की हम लोग बात करें जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले लैपटॉप को ऊपर कर दे रहे हैं, इस वाले लैपटॉप को नीचे कर दे रहे हैं। तो अब देख रहे हो आप दो पेजेस बन गए, बट क्या दोनों ही पेजेस के ऊपर कंटेंट डिफरेंट है? नहीं, दोनों ही पेजेस के ऊपर कंटेंट सेम है। तो जब दोबारा वाला जो पेज हमारा जनरेट होता है, जैसे ये वाला लैपटॉप ऊपर चला गया और ये वाला लैपटॉप नीचे आ गया, ये वाली लिस्टिंग ऊपर चली गई और ये वाली लिस्टिंग नीचे आ गई, और ऐसा जो हमारा सेकेंडरी पेज जो जनरेट होता है पैरामीटर URL के साथ, उस पर्टिकुलर पेज को हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो वाला पेज जो है वो इंडेक्स हो, क्योंकि यहां पर डुप्लीकेट पेजेस का जो इशू है वो क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि कंटेंट तो दोनों पे सेम है, बट जो अरेंजमेंट है ना वही तो डिफरेंट हुआ कि ये वाली लिस्टिंग ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, या कुछ नीचे की लिस्टिंग्स ऊपर आ गई। ये जो अरेंजमेंट है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिला, बट एक्चुअली जो कंटेंट ऑफ द पेज है वो नहीं डिफर हुआ। तो कंटेंट ऑफ द पेज अगर दोनों ही पेजेस के ऊपर सेम है और दोनों के URL अलग अलग हैं, तो दो डिफरेंट URLs गूगल इसको कंसिडर करेगा और डुप्लीकेट का इशू हो जाएगा। तो इसी चीज को अगर प्रैक्टिकली देखना चाहो तो जैसे ही मैं यहां सॉर्ट बाय पे जाता हूं, आप देखोगे अगर मैं यहां पर कुछ भी सर्च करता हूं, जैसे मैंने यहां पर हाई टू लो सर्च किया, ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर हाई टू लो जैसे ही मैं सर्च करता हूं तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको एक S दिख रहा है, यहां पर S, ठीक है। दिस इज अगेन अ पैरामीटर जो आप यहां पर देख रहे हो।
यहां पर जो आपको CRID दिख रहा है ये भी एक पैरामीटर है, जो यहां पर ये QID दिख रहा है ये भी आपको एक पैरामीटर दिख रहा है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो जब हमने यहां पर ये कुछ चेंजेस किए यहां पर, तो क्या हमारे पेज का जो कंटेंट है वो चेंज हुआ? नहीं, पेज का कंटेंट वही रहा, बट एक सॉर्टिंग हो गई हाई टू लो। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पर जाता हूं और लो टू हाई करता हूं, ठीक है, तो लो टू हाई में भी अगर आप देखोगे तो आपके पेज का कंटेंट नहीं चेंज हुआ है ना। चेंज क्या हुआ? शफल हो गया बस, वो कि जो प्रोडक्ट जिनका प्राइस लो था वो नीचे से ऊपर आ गए, तो ये कुछ अरेंजमेंट हो गया। तो ऐसे केस में हम नहीं चाहते हैं कि जो ये हमने जब चेंज किया यहां पर, जब सॉर्टिंग करी तो जो यूआरएल में चेंजेस हुए, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो दूसरा वाला जो यूआरएल है वो इंडेक्स हो, तो हम उस पैरामीटर को ही एक्सक्लूड मार देते हैं, ठीक है, यूआरएल पैरामीटर की हेल्प से। अब ध्यान से समझना, ये काम आज के टाइम में robots.txt की भी हेल्प से हो जाता है। और गूगल का कहना है कि भाई जब robots.txt की हेल्प से भी हम डिसअलाउ कर देते हैं यूआरएल्स को, मतलब पैरामीटर्स वाले जो यूआरएल्स होते हैं उनको जब हम डिसअलाउ कर देते हैं, तो यूआरएल पैरामीटर टूल की क्या जरूरत है। और आज के टाइम में गूगल के क्रॉलर बहुत स्मार्ट हो गए, वो समझ जाते हैं कि जो पैरामीटर बेस्ड यूआरएल्स बन रहे हैं, पेजेस बन रहे हैं, उनको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल वाले पेजेस हैं उनको इंडेक्स करो। इसीलिए ये 26 अप्रैल से इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो रीजन समझ में आ गया कि डिसकंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, इसका भी आंसर मिल गया कि अगर फिर ऐसी समस्या आती है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में हम robot.txt को यूज कर सकते हैं, या गूगल अपने आप इतना समझदार है, जो गूगल का सिस्टम है वो, कि वो जो क्रॉलर्स हैं गूगल के, वो समझ जाते हैं कि पैरामीटर्स वाले यूआरएल्स को एक्सक्लूड मारना है। बट अगर हमें पहले करना होता था तो किस तरीके से हम लोग करते थे वो भी देख लीजिए आप लोग। तो यहां पर जैसे मैं आता हूं और ये वाला हमारा जो पैरामीटर, देखो ये पैरामीटर होता है जो आप s इज इक्वल टू देख रहे हो, और जो न्यू आप देख रहे हो ये पैरामीटर की वैल्यू होती है जो हम यहां पर डालते हैं। तो हमें जो एक्सक्लूड करना है वो ये करना है, तो मैं इसको कॉपी मारता हूं यहां से, यहां पर वापस आते हैं हम लोग, और यहां पर हम लोग ऐड पैरामीटर पे जाते हैं, और पैरामीटर का नाम क्या है वो मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डज दिस पैरामीटर चेंज पेज कंटेंट सीन बाय द यूजर। हाँ भाई, पेज का कंटेंट को ये चेंज कर रहा है, लेकिन पेज के कंटेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंजेस कर रहा है, या रीऑर्डर्स कर रहा है, या नैरो कर दे। नैरो मतलब कि आपने कोई फिल्टर लगा दिया, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट पे आप देखते हो फिल्टर लग जाता है, तो फिल्टर जब लग जाएगा तो क्या कर रहा है, वो नैरो कर रहा है पेज को। तो यहां पर मैं लिखूंगा यस चेंजेस रीऑर्डर्स कर रहा है या नैरो कर रहा है, तो नैरो को सिलेक्ट कर लूंगा। हाउ डज दिस पैरामीटर अफेक्ट द पेज कंटेंट, कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या नैरो कर रहा है? यस, अगर मैं नैरो करवा रहा हूं तो नैरो लिख दूंगा, शॉर्ट्स कर रहा है तो मैं शॉर्ट लिखवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, विच यूआरएल विद दिस पैरामीटर शुड गूगल बॉट क्रॉल, तो मैं कहूंगा नो यूआरएल। इस पैरामीटर के साथ जितने भी यूआरएल जनरेट हो रहे हैं सबको ना जो क्रॉलिंग है ना वो लिमिट कर दो, क्रॉलिंग नहीं करवानी उनकी। तो इस तरीके से आप करके इसको सेव कर सकते हैं। आपको यूआरएल्स की ठीक ठाक समझ होनी चाहिए, आपको पैरामीटर्स की ठीक ठाक समझ होनी चाहिए, तभी आप ये जो यूआरएल पैरामीटर वाला टूल है उसको यूज कर पाएंगे। बट अब तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये टूल 26 तारीख से चला जाएगा। जरूरी था कि जो टूल जाने वाले उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या चीज थी, और अगर ऐसी अब समस्या आती तो वो कैसे सॉल्व होंगी। सॉल्व होने का तरीका मैंने क्या बताया, robots.txt से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो robots.txt में आप का जो सिंटेक्स है वो हो जाता है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं किस टाइप का फिर वो सिंटेक्स होगा। तो यहां पर मैंने मिंत्रा का जो robots.txt है वो ओपन किया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे और मैं सर्च को यहां पर उठाता हूं, जैसे आप देख रहे हो ना कि सर्च के साथ अगर कोई यूआरएल बनता है तो वो यहां पर आप देख रहे हो इन्होंने डिसअलाउ कर दिया। तो इसी तरीके से यूआरएल्स को डिसअलाउ किया जा सकता है यहां पर जो हमें robots.txt फाइल मिलती है उसके थ्रू। उसी तरीके से मैंने क्विकली ना Amazon का भी robots.txt फाइल जो है यहां पर उठा ली। अब आप देखो यहां पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर अगर आप देखो तो डिसअलाउ में आप क्या देख रहे हो, सर्च के बाद यहां पर आप देख रहे हो ना कि इस टाइप से अगर चीजें आ रही हैं तो वो सारी डिसअलाउ है, और इसी टाइप से यहां पर जनरेट हो रही है। यहां देखो एस क्वेश्चन मार्क के इज इक्वल टू दिस एंड एस इज इक्वल टू दिस। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर पैरामीटर्स बेस्ड ये चीजें किसी यूआरएल में आती हैं तो इस रूल की वजह से वो डिसअलाउ हो जाएंगी। तो यूआरएल पैरामीटर वाला ये वाला जो ऑप्शन है वो अब हमारा इस पर्टिकुलर चीज से भी सॉल्व हो जाएगा, जो robots.txt। तो गाइज अगर हम लोग देखेंगे हमें इन्हांसमेंट रिपोर्ट्स कहां पर दिखाई देती हैं, तो आप देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल में यहां पर आपको ये इन्हांसमेंट रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं। बट एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अगर आप इस वेबसाइट की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो इन्हांसमेंट के अंदर आपको केवल एक ही चीज दिख रही है, दैट इज लोगोस।
बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आप इन्हांसमेंट रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई देंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं दूसरी वेबसाइट के ऊपर स्विच करके। तो अब अगर मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूं और अगर आप यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं इन्हांसमेंट के अंदर आपको ब्रेड क्रम्स दिख रहा है, लोगोज दिख रहा है, रिव्यू स्निपेट्स भी आपको यहां पर दिख रहे हैं, साइट लिंक सर्च बॉक्स दिख रहा है और अनपासेबल स्ट्रक्चर्ड डेटा यहां पर दिख रही है। तो ऐसा क्या है कि एक वेबसाइट में गूगल सर्च कंसोल के इन्हांसमेंट वाले सेक्शन के अंदर हमें केवल एक ही चीज दिख रही है और यहां पर हमें मल्टीपल चीज दिख रही है। देखो, इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी इन्हांसमेंट की रिपोर्ट्स हैं ये किस तरीके से जनरेट होती है। देखो, इन्हांसमेंट की रिपोर्ट आपको ये बताती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो स्ट्रक्चर डेटा है, और आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो जो आप स्कीमा मार्कअप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, जैसे अगर आपने रिव्यू वाला स्कीमा मार्कअप लगाया तो आपको इन्हांसमेंट वाले सेक्शन के अंदर रिव्यू स्निपेट का भी रिपोर्टिंग दिख जाएगी। अगर आपने वहां पर जो है लेट्स से लोगोज से रिलेटेड कोई स्कीमा लगाया, लोगोज से रिलेटेड कोई स्कीमा तो होता नहीं है, जो आप वेबसाइट स्कीमा लगाते हैं उसी के अंदर आप लोगों का यूआरएल डालते हैं, जो आपके लोगो इमेज होती है उसी का आप यूआरएल वहां पर डालते हैं। तो अगर आपने वेबसाइट स्कीमा अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया है और उसके अंदर लोगो जो है मेंशन किया, आपने लोगो यूआरएल वहां पर मेंशन किया हुआ है उस स्कीमा के अंदर, तो गूगल सर्च कंसोल के इन्हांसमेंट वाली रिपोर्ट के अंदर आपको लोगोस का ऑप्शन दिख जाएगा। उसी तरीके से यहां पर जैसे आप देख रहे हो साइट लिंक सर्च बॉक्स, तो अगर आपने साइट लिंक सर्च बॉक्स वाला स्कीमा आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया है तो यहाँ इन्हांसमेंट वाले सेक्शन के अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली यहां पर जनरेट हो जाएगी और आपको इस टाइप की जो रिपोर्ट है वो यहां पर दिखाई देगी। तो बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, जब ये पूछते हैं कि सर मेरी इन्हांसमेंट वाली रिपोर्ट के अंदर तो बहुत ही कम रिपोर्ट्स दिख रही हैं, आपके इन्हांसमेंट वाली रिपोर्ट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट दिख रही, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो भी स्ट्रक्चर डेटा हमारी वेबसाइट के ऊपर डिटेक्ट होगी उसी की आप देखोगे यहां पर इन्हांसमेंट रिपोर्ट में आपको यहां पर वो चीज दिखाई देगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो रिपोर्ट है ये हमें क्या बताती। तो देखो, जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर स्ट्रक्चर डेटा को इंप्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है वो स्ट्रक्चर डेटा ठीक तरीके से इंप्लीमेंट ना हो पाए, उसमें कोई एरर हो, या वो ठीक तरीके से नहीं इंप्लीमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड कोई गूगल हमें वार्निंग देना चाहता है। अगर ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका है तो वो बोल देगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो वैलिड हैं। तो कहने का मतलब स्कीमा डेटा जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंटेड है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो सारी चीजें हमें इन्हांसमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर दिखाई देती है। अब इसका नाम इन्हांसमेंट क्यों है आप खुद ही समझ जाओगे। देखो, जब हम स्कीमा डेटा अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम सर्च रिजल्ट्स में जो हमारा प्रेजेंस है, जिस तरीके से हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में दिख रही है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर दिख रही है टू बी वेरी प्रिसाइज, उसको हम थोड़ा सा इन्हांस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रिव्यूज भी उसमें दिखें, हम चाहते हैं वहां पर साइट लिंक का जो सर्च बॉक्स है वो भी वहां पर दिखे, हम चाहते हैं ब्रेड क्रम्स भी वहां पर दिखें। तो ऐसे जब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हम चाहते हैं तो उसके लिए हम स्कीमा डेटा लगाते हैं, राइट। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इन्हांसमेंट्स कर रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखो तो लोगोस आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, लोगो इन्हांसमेंट में। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है एरर कोई नहीं है, मतलब जिस भी स्कीमा डेटा के साथ मैंने लोगोस को यूज किया होगा वो सब कुछ ठीक है। अभी हम लोग देख भी लेंगे उसको। और उसके बाद अगर मैं वैलिड के ऊपर जाता हूं तो आप देखोगे यहां पर आपको कंप्लीट दिख रहा है, स्टेटस इज कंप्लीट, टाइप इज कंप्लीट आइटम्स एंड एवरीथिंग इज फाइन फाइन। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट, और यहां पर आप देखोगे तो किस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर इस लोगो इन्हांसमेंट को इन्होंने फाइंड आउट किया और बोला है कि वो ठीक है, वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, और कब डिटेक्टेड हुआ वो डेट भी आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहां पर सोर्स कोड ओपन हो गया और मुझे पता चल रहा है कि यहां पर लोगो कहां पर यूज किया गया है। जैसे आप देख सकते हो ना, ये देख रहे हो आप, यहां पर आपको लोगो यहां पर दिख रहा है। तो इसी टाइप से आप स्कीमा मार्कअप्स क्रिएट करते थे, ये बेसिकली स्कीमा मार्कअप ही है। अगर आप ऊपर आ जाओ यहाँ पर देखकर आपको समझ में आ जाएगा, ये स्कीमा डेटा ही है। यहाँ पर देखो आप https schema.org लिखा हुआ है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा कॉपी करके भी दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से, ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होके यहाँ पर दिख जाएं। तो मैं एक बार के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड लेट्स ओपन नोटपैड, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हमारी स्कीमा डेटा है वो ये रही, ठीक है। तो स्कीमा डेटा आप देख सकते हो यहाँ पर किस टाइप की है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा में नेम, यूआरएल, लोगो, अब ये वाले लोगो वाला जो आप देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर इन्हांसमेंट वाले सेक्शन में लोगोस दिख रहा है। वहीं पर अगर कोई एरर होता तो फिर वो भी आपको पता चल जाता कि यहाँ पर आपको कोई एरर है, या आपने कोई जो स्कीमा डेटा है उसमें कुछ
प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जैसे आपने कॉमा लगाना छोड़ दिया या आपने ब्रैकेट्स लगाने छोड़ दिया, जो सिंटेक्स उसको ध्यान से नहीं लिखा, तो उस पर्टिकुलर केस में वो डिटेक्ट तो कर लेगा कि स्कीमा डेटा है बट उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन आपको इनहांसमेंट्स के थ्रू मिलती है कि अगर आपकी स्कीमा डेटा में कोई प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चर डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है इनहांसमेंट्स के अंदर आपको रिपोर्ट्स दिख रही। वहीं पर अगर मैं एरर की बात करूं तो देखो यहाँ पर एक ऐसा एरर मुझे दिख गया था जो आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पर देखो एरर दिख रहा है, यहाँ पर पार्सिंग एरर है, मिसिंग कॉमा या करली ब्रेसेस को हमने मिस किया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यूआरएल आपको पता चल जाएगा कि किस यूआरएल के ऊपर ये प्रॉब्लम है, फिर जाकर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और देन उसके बाद ये जब आपके पेज वापस इंडेक्स होगा तो ये फिर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और यहाँ से जो एरर है वो आपका एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा फीचर है और बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं इस वाले फीचर में वो इसीलिए होते हैं कि सर मेरे में इनहांसमेंट रिपोर्ट ज़्यादा दिख रही हैं, आपके में कम दिख रही हैं, क्या ऐसा क्यों है, क्या मेरे गूगल सर्च कंसोल में कोई गड़बड़ी नहीं? आपके गूगल सर्च कंसोल में कोई गड़बड़ी नहीं है। इनहांसमेंट रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट जो है वो जनरेट होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइस हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर जो हमें मैनुअल एक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कोई भी मैनुअल एक्शन नहीं है या मैनुअल एक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है। बट हम लोग यहाँ पर जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि मैनुअल एक्शंस क्या होते हैं, क्यों गूगल मैनुअल एक्शंस हमारी वेबसाइट के ऊपर लेता है, हम क्या कर सकते हैं मैनुअल एक्शंस ना हो हमारी वेबसाइट के ऊपर या मैनुअल एक्शन इश्यूज से हम बच सके, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और अगर गूगल हमारी वेबसाइट के ऊपर मैनुअल एक्शंस लेता है उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या नुकसान होने वाला है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, चाहे वो मैनुअल एक्शन के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूज के रिस्पेक्ट में हो। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैनुअल एक्शंस का मतलब क्या होता है, जो कि आप यहां पर देख रहे हो कि अभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कोई भी मैनुअल एक्शन जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है। बट मैनुअल एक्शन का क्या मतलब होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल दो तरीके से जो पेनल्टी है वो लगा सकता है। एक तो ये कि जो गूगल के बॉट्स हैं वो क्रॉल करते रहते हैं और अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस लगता है, कोई ऐसी एक्टिविटी उनको देखने को मिलती है जो गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो वहां पर हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है या हमारे जो वेबसाइट का एसईओ है वो इफेक्ट में आ सकता है, क्योंकि गूगल को या गूगल के बॉट को वो गूगल की जो गाइडलाइंस है, वेबमास्टर गाइडलाइंस है, उनके वो अगेंस्ट लगता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी जो चीज है वो ये है कि गूगल के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो मैनुअली आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं। अगर उन्हें आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम लग गई, अब इसकी बात हम लोग अलग करेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से मैनुअल एक्शंस होते हैं। बट मैनुअल एक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये वो एक्शंस हैं जो गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स, रियल रिप्रेजेंटेटिव्स या ह्यूमंस आप उनको बोल लो, ह्यूमंस जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लेते हैं। ऐसे एक्शंस ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनको रिमूव कर पाना उतना ईजी नहीं होता है। बट हाँ, मैनुअल एक्शंस भी रिमूव किए जा सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई मैनुअल एक्शंस होंगे तो वो यहां पर आपको दिख जाएंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये मैनुअल एक्शन लिया गया और उसके पूरे आपको ड्रॉप डाउन यहां पर मिल जाएंगे कि इतने मैनुअल एक्शंस आपकी वेबसाइट के ऊपर लिए गए और इस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स भी बताए जाएंगे कि आप अगर ये स्टेप्स करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई मैनुअल एक्शंस की कि मैनुअल एक्शंस होते क्या हैं। अब जो दूसरी बात है समझने वाली वो ये है कि भाई मैनुअल एक्शंस अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर हुए तो हमें नुकसान क्या होगा। देखो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मैनुअल एक्शंस होते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी वेबसाइट के कुछ यूआरएल्स या कुछ पेजेस आप उसको कह लो वो सर्च से गायब हो सकते हैं, मतलब वो सर्च में दिखाई नहीं देंगे। दिस इज एक्चुअली द पेनाल्टी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक पेनाल्टी आई हुई कि अब आपकी वेबसाइट के कुछ जो यूआरएल्स है, पेजेस जो है वो सर्च इंजन में नहीं दिखाई देंगे या सर्च में नहीं शो करेंगे, मतलब उनकी रैंकिंग जो है वो अब कभी नहीं होगी। ये कुछ यूआरएल्स के साथ भी हो सकता है और कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअल एक्शंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं तो कभी कभी ये पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो पेनलाइज हो जाए और फिर कभी गूगल के सर्च में वो अपीयर ना हो पाए। तो आपको इन मैनुअल एक्शन से बच के रहना है। अब क्या हम लोगों को तरीके अपनाने चाहिए या क्या गाइडलाइंस है मैनुअल एक्शंस के लिए, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर जो मैनुअल एक्शन रिपोर्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है गूगल कंसोल का, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हाट इज मैनुअल एक्शन की एक बेसिक से डेफिनेशन भी लिखी हुई है। गूगल इशूज अ मैनुअल एक्शन against a site when a human reviewer at Google has determined that pages on the site are not compliant with Google's webmaster guidelines. Fine. तो अगर हम लोग नीचे आए तो आप यहां पर देख सकते हो जो लिस्ट ऑफ मैनुअल एक्शंस है, किस किस टाइप से जो मैनुअल एक्शंस है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर हो सकते हैं। जैसे साइट अब्यूज्ड विद
थर्ड पार्टी स्पैम, यूजर जनरेटेड अगर स्पैम आपकी वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है, बहुत सारे कमेंट स्पैम्स वगैरह आ रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस भी आपकी जो वेबसाइट है मैनुअल एक्शंस के अंडर पेनलाइज हो सकती है। स्पैमी फ्री होस्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर डेटा में कोई इशू नहीं होना चाहिए, अननेचुरल लिंक्स आपकी वेबसाइट को नहीं पॉइंट करना चाहिए, अननेचुरल लिंक्स आप अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को ना दें। तो ये सारे वो कॉजेज है, ये सारे वो रीजंस हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मैनुअल एक्शंस को ट्रिगर कर सकते हैं। फाइन, बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो ये सारी लिस्ट है। आप एक बार इस चीज को फॉलो कर लेंगे, ठीक तरीके से समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली आपको जो गूगल की वेबमास्टर पॉलिसीज हैं उन्हीं का ध्यान रखना है, जो मैं फेयर चीज़ें आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि स्पैमिंग नहीं करनी, क्लॉकिंग नहीं करनी, आपको क्रॉलर को डिसीव करने की कोशिश नहीं करनी, आपको यूज़र को ध्यान में रख के आपको कॉन्टेंट लिखना है, आपको स्पैमी कॉन्टेंट नहीं लिखना है, आपको ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, बस वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। बट आप इस लिस्ट को एक बार मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर सिक्योरिटी इश्यूज की, अब सिक्योरिटी इश्यूज का क्या मतलब है, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो सिक्योरिटी इश्यूज में भी अगर आप देखो तो अभी आपको यहां पर कोई भी इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट सिक्योरिटी इशू का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिटर आता है और गूगल को लगता है कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और उसकी सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी इशू लग सकता है। मतलब अगर यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन डाल रहा है और गूगल को लग रहा है कि यार ये वेबसाइट ना कुछ मैलिशियस टाइप की है, ये वेबसाइट इसकी कार्ड की डिटेल्स को कुछ चुराने की कोशिश कर रही है, या कुछ भी उसको मैलिशियस एक्टिविटी लगती, या ऐसा लगता है कि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी हैक्ड है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ हैक्ड कंटेंट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ हैक्ड स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो जहां पर किसी भी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड लूप होल्स होंगे, वहां पर वो वेबसाइट सिक्योरिटीज इश्यूज को सफर करेगी। अब जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं ये क्या होते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो आप यहां पर देख सकते हो। जैसे सिक्योरिटी इश्यूज रिपोर्ट में अगर हम लोग आए और यहां पर आप देख सकते हो, जैसे पेजेस और साइट्स अफेक्टेड बाय अ सिक्योरिटी इशू कैन अपीयर विद अ वार्निंग लेबल इन सर्च रिजल्ट्स और एन इंटरस्टिशियल वार्निंग पेज इन द ब्राउजर व्हेन अ यूजर ट्राइज टू विजिट देम। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आप कुछ वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करने की कोशिश करते हैं, और जब आप उन वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हैं तो देखते हैं ब्राउजर आपको कुछ नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट करता है, कुछ सिक्योरिटी नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट करता है कि भाई ये वेबसाइट ठीक नहीं है, इस वेबसाइट के ऊपर मत जाओ, यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट करता है। तो जिन भी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं वो इस टाइप की जो वार्निंग्स हैं वो फेस करते हैं ब्राउजर वगैरह के अंदर। फाइन, तो अगर आप सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें, क्या रीजंस है जिनकी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो वो यहां पर आप देख सकते हैं। मालवेयर कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट के अंदर मिलता है, मतलब हैक्ड मालवेयर कंटेंट, कोई कोड स्क्रिप्ट इंजेक्टेड मिलती है, कोई कंटेंट इंजेक्शन होता है, कोई यूआरएल इंजेक्शन होता है, डिसेप्टिव पेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद डिसेप्टिव पेजेस का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप ऐसे पेजेस, ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जो किसी दूसरे ट्रस्टेड वेबसाइट की रेप्लिका होती, जो देखने में तो बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट्स की तरीके से लगती हैं, बट वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती नहीं है, या ट्रस्टेड पेजेस होते नहीं, दैट इज एक्चुअली डिसेप्टिव पेजेस। डिसेप्टिव एम्बेडेड रिसोर्सेज, ठीक है, मिसगाइड करने वाली कोई रिसोर्सेज आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एम्बेड कर रखा है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जो इस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है। फाइन, जैसे कुछ आप डाउनलोड करने के लिए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, कुछ अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, अनवांटेड एक्सटेंशंस लोगों को डाउनलोड करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें अगर आप करते हैं तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, सिक्योरिटी इश्यूज में आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरीके से सिक्योरिटी का इशू क्रिएट कर रही हैं उस विजिटर के लिए, और उसके लिए भी आपको पेनलाइज किया जा सकता है। तो आप ज्यादातर केसेस में देखेंगे कि अगर आप कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, कुछ डिसीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या कुछ स्पैमिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या क्रॉलर को आप डिसीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर कोई इश्यूज जनरली दिखाई नहीं देंगे। आपको ज्यादातर वेबसाइट्स आपको यहाँ पर क्लीन दिखाई देंगी। बट हमें पता होना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर इस वाले ऑप्शन का क्या मतलब है। फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज जो है ना, ये वाले जो दोनों डॉक्यूमेंटेशन है इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूंगा इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस, चाहे तो हम लोग इसको लिंक्स रिपोर्ट्स बोल लें, चाहे तो हम लोग इसको बैकलिंक रिपोर्ट्स बोल लें, दोनों एक ही चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर हमें ये रिपोर्ट्स कहां पर दिखती हैं और इन रिपोर्ट से हमें क्या इंसाइट्स मिल सकती हैं जिसके बेसिस पर हम किस टाइप के जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मैं अपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आता हूं, मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करता हूं,
उसके बाद यहां पर नीचे आपको ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, दिस इज द लिंक का सेक्शन, और इसके बाद आपको कुछ इस टाइप की जो रिपोर्ट है वो यहां पर दिखती है। अब एक चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे जो एसईओज हैं ना वो इस रिपोर्ट को फॉलो नहीं करते। मतलब यहां से वो जो बैकलिंक की रिपोर्ट है उसकी बहुत ज्यादा एनालिसिस करते नहीं। आपको ऑप्शन जरूर गूगल सर्च कंसोल के अंदर दिया हुआ है, बट जो एसईओज हैं वो इस ऑप्शन को यूज नहीं करते हैं। अगर उन्हें अपनी वेबसाइट की बैकलिंक रिपोर्ट की स्टडी करनी होती है, उसकी एनालिसिस करनी होती है, उसके बेसिस पर उन्हें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसके लिए जो बहुत सारे पेड टूल्स हैं, चाहे हम Ahrefs की बात कर लें, चाहे हम SEMrush की बात कर लें, ये जो टूल्स हैं ये आपकी वेबसाइट की जो बैकलिंक प्रोफाइल है उसको बहुत डिटेल में आपको प्रोवाइड करके देते हैं। ये आपके कौन से बैकलिंक्स जो है वो ब्रोकन है, कितने नए बैकलिंक्स आपने एक्वायर किए हुए हैं, आपकी जो बैकलिंक की वेलोसिटी है वो क्या है, आप कितने बैकलिंक्स ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर लूज कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंसाइट्स होती हैं जो आपको यहां पर नहीं मिलती, इसलिए एसईओस ये प्रेफर करते हैं कि वो काफी डिटेल्ड जो बैकलिंक्स की रिपोर्ट है उसकी एनालिसिस कर पाएं। और बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉम्पिटिटर्स वगैरह की भी बैकलिंक्स की एनालिसिस करना चाहते हैं, जो कि आप यहां पर नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन एक्चुअली जरूर हमें यहां पर दिया हुआ है, बट बहुत सारे प्रो एसईओस इसको यूज करते नहीं है। तो गाइस अगर मैं लिंक्स वाले सेक्शन के ऊपर आ जाता हूं तो एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि किस किस टाइप की रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो जो सबसे पहली चीज आप देख सकते हो यहां पर एक्सटर्नल लिंक्स है। सीधा सा मतलब यह है कि दूसरे ऐसे कौन से वेबसाइट्स हैं, ऐसे वेब पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं या वहां पर आपका जो बैकलिंक है वो बना हुआ है। तो अगर मैं टॉप लिंक्ड पेजेस की बात करूं तो कौन से ऐसे हमारे पेजेस हैं जिनके सबसे ज्यादा बैकलिंक्स दूसरे वेब पेज के ऊपर बने हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले आपको होम पेज दिख रहा होगा, और ये काफी कॉमन भी है। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे भी कि बहुत सारे जो बैकलिंक्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द जो बैकलिंक्स होते हैं वो हमारे होम पेज के ऊपर ही बनते हैं। फाइन। और यहां पर आप देख सकते हो फिर ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है, यहां पर हमें एक्सटर्नल लिंक्स जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 14 एक्सटर्नल लिंक्स हमें यहां पर मिल रहे हैं। अब एक दो चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको क्लियर बता देता हूं। यहां पर लेट से आपका जो डोमेन है, अगर मैं एग्जांपल मान के चलूं, आपका डोमेन है a.com और यहां पर कुछ पेजेस हैं, जैसे a.com/a करके एक पेज है a.com/b करके एक पेज है। फाइन। अब ए पेज को एक्सटर्नल लिंक्स मिले हैं यहां पर c.com/a से और c.com/b से। ये दो वेब पेजेस जो कि सेम वेबसाइट के वेब पेजेस हैं, उनसे इसको एक्सटर्नल लिंक्स मिले हुए हैं। फाइन। तो यहां पर अगर इसे एक एक्सटर्नल लिंक यहां से मिला, मतलब इस पेज के ऊपर जो कंटेंट होगा उसके बीच में कहीं पर लिंक लगा होगा इसका, ठीक है। तो एक लिंक यहां से मिला और एक लिंक यहां से मिला, तो ये कितने एक्सटर्नल लिंक्स काउंट होंगे? आपको पता है ये 2 एक्सटर्नल लिंक्स काउंट होंगे। बट वहीं पर अगर केवल इसी पर्टिकुलर पेज से, इसको मैं हटा देता हूं, केवल इसी पर्टिकुलर पेज से अगर 2 लिंक्स मिले हुए हैं, इसको 2 एक्सटर्नल लिंक्स मिले हुए हैं, कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि इस पेज के ऊपर ये कंटेंट है, एक यहां पर लिंक मिल जाए और एक यहां पर लिंक मिल जाए। तो अगर एक ही पेज से 2 लिंक्स मिल रहे हैं हमारी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज को, तो वहां पर उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सटर्नल लिंक का नंबर है वो कितना काउंट होगा? केवल एक, वो 2 नहीं काउंट होगा। 2 कब काउंट होगा? जब एक ही डोमेन के डिफरेंट पेजेस से हमें एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर एक्सटर्नल लिंक मिल रहा है, तब 2 बोलेंगे कि इसको 2 एक्सटर्नल लिंक मिले। तो यहां पर जो आप रिपोर्ट देख रहे हो, अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं, thelanguagecouncil.com के ऊपर 23 एक्सटर्नल लिंक्स हैं। तो हो सकता है इसके एक्सटर्नल लिंक्स ज्यादा बने हो सकता है कि बहुत सारे पेजेस के ऊपर इस टाइप से एक्सटर्नल लिंक्स बने, वैसे एक पेज के ऊपर 4 एक्सटर्नल लिंक्स बने जो इसी को पॉइंट कर रहे हैं, तो वहां से केवल एक ही एक्सटर्नल लिंक काउंट होगा। तो बहुत सारी रिपोर्ट को गूगल सर्च कंसोल का लिंक वाले सेक्शन में कंबाइन कर दिया गया है। फाइन। इस टाइप से बहुत सारी डेटा को कंबाइन करके आपको दिखाया जाए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं जाता हूं, जैसे होम पेज के ऊपर जाता हूं, तो आप देख सकते हो टोटल एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, 23 हैं, और टोटल साइट्स कितनी, 11 साइट से हमें लिंक्स मिल रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो तो येलो पेजेस से हमें 8 लिंक्स मिल रहे हैं। अगर मैं इसको भी ओपन करता हूं तो येलो पेजेस के किस पेज से हमें लिंक्स मिल रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सारे पेजेस अलग हैं। जैसे /d है बीच में, /en है, /es है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेज से अगर 4 लिंक्स मिल रहे हैं तो ये नहीं दिखाएगा आपको कि एक ही पेज से आपको 4 एक्सटर्नल लिंक मिल रहा है। फाइन। वो आपको दिखाएगा कि एक ही लिंक मिल रहा है। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं, बेसिक सी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल लिंक्स की रिपोर्ट है। अब इंटरनल लिंक्स का सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेबसाइट के वेब पेजेस हैं उनको हमारी वेबसाइट के दूसरे पेजेस से जो लिंक्स मिल रहे हैं वो कितने लिंक्स मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा हम लोग को इस टाइप की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि हम समझ सकें कि हमारे इंटरनल लिंकिंग की जो
स्ट्रैटेजी है वो ठीक है या नहीं है, जो हमारे मेन पेजेस होते हैं वो प्रॉपरली इंटरलिंक्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले पेज की अगर हम बात करें तो इंटरनल लिंक्स इसको 11 मिले हुए। उसके बाद हम यहाँ पर देखें टॉप लिंकिंग साइट्स, किस टाइप के डोमेन से, किस टाइप की वेबसाइट से हमें सबसे ज्यादा लिंक्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली वेबसाइट कह लो या डोमेन कह लो, वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि किन पेजेस के ऊपर हमें लिंक्स मिले हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो कहां से लिंक मिले वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। वही चीज एक तरीके से यहां पर भी शो हो रही है, देखो आप, टॉप लिंकिंग साइट्स। तो यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट वो वेबसाइट्स दिख रही हैं, वो डोमेन्स दिख रहे हैं जिनसे हमें लिंक्स मिले हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट का सीधा सा मतलब ये होता है हमारी वेबसाइट को जो बैकलिंक मिल रहा है वो डेफिनेटली किसी ना किसी एंकर टेक्स्ट के ऊपर होगा। तो हम यहां पर ये चेक कर सकते हैं कि जो एंकर टेक्स्ट यहां पर यूज हुए हैं वो हमारी वेबसाइट के रेलेवेंट है या नहीं है। और यहां पर भी हम यही चीज चेक करते हैं कि हमारा जो टॉप लिंक्ड पेजेस है वो ये है और ये इन पर्टिकुलर वेबसाइट से लिंक्ड है, मतलब इन पर्टिकुलर वेबसाइट से लिंक मिला हुआ है यहाँ पर। तो हम ये चेक कर सकते हैं ये जो लिंक्स हैं जिस भी हमारे वेब पेज को पॉइंट कर रहा है वो इसके रिलेवेंट है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ की रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रो एसईओस इस रिपोर्ट को यूज करते नहीं, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां से मिलती नहीं, एक ओवरव्यू टाइप का आपको मिल जाता है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैकलिंक्स की जब एनालिसिस करी जाती है वहां पर जो हमारे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स की एनालिसिस होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्योंकि वो वाला पार्ट यहां पर हो नहीं पाता है तो फिर बहुत सारे लोग ना पेड टूल्स के अंदर जो बैकलिंक्स एनालिसिस के सब टूल्स होते हैं ना उनको ज्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं। क्रॉल स्टार्ट रिपोर्ट्स। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में क्रॉल स्टार्ट रिपोर्ट्स हमें कहां पर दिखाई देती हैं। उसके बाद देखेंगे कि इन रिपोर्ट्स का मतलब क्या है। तो गाइस यहां पर जैसे हम लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आते हैं, आप देखो यहां पर आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहां पर देखो क्रॉलिंग का सेक्शन दिख रहा है और ये वाली जो रिपोर्ट है दिस इज एक्चुअली क्रॉल स्टार्ट रिपोर्ट। और यहां पर जो बाय डिफॉल्ट डेज सेलेक्टेड हैं वो लास्ट 90 डेज सेलेक्टेड है, इस चीज़ को अभी आप ध्यान रखिएगा। और इन 90 डेज में जो क्रॉल रिक्वेस्ट हुई हैं वो लगभग 1090 क्रॉल रिक्वेस्ट हुई हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि 1000 से थोड़ी ज़्यादा जो क्रॉल रिक्वेस्ट हैं वो ही हैं। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पर डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई देगी। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर क्रॉल स्टार्ट रिपोर्ट का मतलब क्या है और मोटा माटी ये क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है ये रिपोर्ट। तो गाइज हम लोग क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को तो समझते ही कि सबसे पहले हमारे वेब पेजेस की या हमारे जो पेजेस हैं उनकी क्रॉलिंग होती है और क्रॉलिंग होने के बाद हमारे वेब पेजेस जो हैं वो इंडेक्स होते हैं और उसके बाद गूगल के सर्च में हमारे वेब पेजेस दिखाई देते हैं। अगर इंडेक्सिंग ही ना हो तो आपको पता है कि हमारे वेब पेजेस जो हैं वो गूगल सर्च में नहीं दिखाई देंगे, वो एक तरीके से कभी गूगल को उन पेजेस के बारे में पता ही नहीं चला। बट अगर हम क्रॉलिंग से रिलेटेड स्टैट्स को समझना चाहें, स्टैट्स का मतलब होता है नंबर्स, कि कितने पेजेस की क्रॉलिंग हुई, कितनी क्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट की या डोमेन की जो है वो गूगल के क्रॉलर ने रेज करी, कितनी क्रॉलिंग रिक्वेस्ट आई। इन सारी चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ अगर हम नंबर्स स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्रॉल स्टार्ट रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। ये रिपोर्ट हमें ये भी समझने में हेल्प करती है कि हमारी वेबसाइट को क्रॉलर्स किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा क्रॉलिंग रिक्वेस्ट उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट, जितनी ज़्यादा वेबसाइट आपकी अपडेटेड रहेगी, जितनी ज़्यादा वेबसाइट आपकी ओपन टू क्रॉलिंग रहेगी, उतनी ज़्यादा क्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगी। अब पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि कितनी जो क्रॉल रिक्वेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हो रही हैं, क्योंकि अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, और मान लेते हैं कुछ पेजेस में कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो क्रॉल नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर इन फॉर्म ऑफ नंबर्स हमें स्टडी करनी है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं क्रॉल स्टार्ट रिपोर्ट्स के ऊपर। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द क्रॉलिंग हिस्ट्री ऑफ योर वेबसाइट। आपकी पिछली जो क्रॉलिंग हिस्ट्री है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये जो स्टार्ट की रिपोर्ट है ये छोटी वेबसाइट्स के लिए उतनी यूजफुल नहीं है। जो बड़ी वेबसाइट्स है जहां पर लाखों पेजेस होते हैं वहां पर आपको इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होती है कि मेरे इतने सारे पेजेस हैं, अब इसके प्रोपोर्शन में जो क्रॉलिंग रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं वो कितनी जनरेट हो रही हैं, कितनी क्रॉलिंग रिक्वेस्ट फेल हो रही हैं, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जो छोटी वेबसाइट्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, ना तो क्रॉल बजट का इशू होता है, वहाँ पर जो क्रॉल स्टैट्स हैं वो जनरली पॉजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि आपके सभी पेजेस ना ठीक तरीके से क्रॉल हो जाते हैं वहाँ पर। फाइन, तो अगर हम लोग क्रॉल स्टैट्स के ऊपर आ जाएं
तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले जो 90 डेज का टाइम पीरियड था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, और जो लास्ट अपडेटेड है वो 18 अप्रैल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखो टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट जो 90 डेज में गूगल क्रॉलर की जनरेट हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 1000 क्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हुई। फाइन, जब क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट होंगी तो जो पेज हमारा लोड होगा, फाइन, उससे कुछ रिसोर्सेज वगैरह भी जो गूगल है वो डाउनलोड करेगा, तो इतने साइज की जो रिसोर्सेज है वो डाउनलोड हुई। जब हमारा पेज लोड होगा तो पेज लोड होने का जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, कि एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमारा कितना है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो ठीक दिख रही हैं। अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर तो होस्ट स्टेटस आपको दिख रहा है। होस्ट स्टेटस में अगर यहाँ पर मेरा सब डोमेन वगैरह होता तो वो भी यहाँ पर हमें दिखता, बट होस्ट स्टेटस के हिसाब से क्या प्रॉब्लम आई। होस्ट स्टेटस का मतलब सीधा सा यहाँ पर आप समझो कि हमारी वेबसाइट पे क्रॉलिंग करते वक्त क्या इश्यूज आए पिछले 90 डेज में, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे robots.txt फाइल को फेच करने में इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ पर आप देख रहे हो ये टिक दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ फेल हुआ भी है किसी कंडीशंस में तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना, इट्स अ एक्सेप्टेबल फेल रेट। अगर फेल हुआ भी है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये वाली चीज़ ठीक है। उसके बाद डीएनएस रिजोल्यूशन में भी एक्सेप्टेबल फेल रेट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पर आप देखो सर्वर कनेक्टिविटी, सर्वर कनेक्टिविटी जो है मतलब जब रिक्वेस्ट रेज होती है और आपकी होस्टिंग से जो रिस्पॉन्स आता है उसमें कुछ इश्यूज रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो जो इश्यूज थे वो पास्ट में पहले काफ़ी हाई थे, बट अभी जो फेल रेट है वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं इस रिपोर्ट को ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे ये वाला जो आप देख रहे हो फेल रेट, ठीक है, यहाँ पर फेल्ड क्रॉल रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो अभी का टाइम है मार्च का और अप्रैल का जो टाइम है उसमें अगर आप देखो तो फेल्ड क्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो कम है। तो अगर आपकी जो क्रॉल रिक्वेस्ट जो फेल्ड क्रॉल रिक्वेस्ट हैं अगर वो आपकी रिक्वेस्ट इंक्रीज हो रही है फेल्ड क्रॉल रेट की, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं, मतलब क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना चाहता है और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या किसी भी इश्यूज़ की वजह से वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो यहाँ पर जो आपके सामने टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट दिख रही है ना, इनका नंबर्स वो धीरे धीरे कम करता जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे ना तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं रहती, आपकी वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी जो क्रॉल रिक्वेस्ट है उसको कम करता है। वहीं पर अगर आपकी वेबसाइट अपडेटेड रहती है, उसमें टेक्निकल इश्यूज नहीं आते हैं, तो ये धीरे धीरे आपकी जो क्रॉल रिक्वेस्ट है इनके नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। मतलब आपकी वेबसाइट जितना बेहतर रिस्पॉन्स देगी उतने बेहतर आपको यहाँ पर नंबर्स देखने को मिलेंगे। एंड हायर द क्रॉल रिक्वेस्ट विच मीन्स दैट कि आपकी वेबसाइट बेहतर है इन टर्म्स ऑफ गूगल। फाइन, अगर मैं यहाँ नीचे आ जाऊँ तो बाय रिस्पॉन्स आप यहाँ देख सकते हो कि क्रॉल रिक्वेस्ट का जो ब्रेकडाउन है वो बाय रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके 200 का मतलब कि उन पेजेस की क्रॉल रिक्वेस्ट जिन्होंने 200 मतलब ओके का जो रिस्पॉन्स है वो दिया। आप देखो 57% ऑफ द पेजेस थे जिनका जो रिस्पॉन्स है वो ओके आया, मतलब 200 स्टेटस कोड था। वहीं पर नॉट मॉडिफाइड, मूव परमानेंटली, अब देखो यहाँ पर ये वाली जो क्रॉल रिक्वेस्ट थी ये वेस्ट गई, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि 301 पेजेस के ऊपर जो है ना वो क्रॉलिंग हो या नॉट फाउंड वाले पेजेस के ऊपर जो क्रॉलिंग हो, तो बेसिकली आप क्रॉलर की जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट कर रहे हो। तो ये नंबर जितने कम होंगे, जो नॉन इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं जो 200 का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर जितनी भी क्रॉलिंग कम होगी उतना बेहतर है, उतने बेहतर तरीके से आपका जो क्रॉल बजट है वो ऑप्टिमाइज होता है और उतना बेहतर टेक्निकली गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट रहती है। उसी तरीके से बाय फाइल टाइप आपको यहाँ पर पता चल रहा है, क्रॉल रिक्वेस्ट बाय फाइल टाइप, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद बाय पर्पस में अगर आप देखो तो पहला यहाँ पर रिफ्रेश एंड देन द सेकंड इज डिस्कवरी। देखो रिफ्रेश का मतलब होता है कि क्रॉल रिक्वेस्ट उन पेजेस के ऊपर आई जो पेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, दैट इज एक्चुअली रिफ्रेश क्रॉल रिक्वेस्ट। फाइन, जैसे मेरी वेबसाइट के ऊपर एक पेज ऑलरेडी है, फाइन, और वो पहले से इंडेक्स हो चुका है, वो पहले से गूगल उसको क्रॉल कर चुका है, बट वो जब क्रॉलर जो है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर दोबारा आएगा तो फिर से उसको क्रॉल करेगा, तो दैट विल कम इनटू रिफ्रेश। तो अगर आप देखो तो हमारे जितने भी पेजेस के ऊपर क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हुई है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेजेस ही थे, नए जो पेजेस थे वो बहुत कम थे। डिस्कवरी का मतलब नए पेजेस, ठीक है। और कौन से गूगल बॉट के थ्रू जो रिक्वेस्ट है, क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट वो जनरेट हुई, वो आप यहां पर देख सकते हो। तो बेसिकली आपकी क्रॉलिंग से रिलेटेड जो नंबर्स होते हैं कि
क्रॉल रिक्वेस्ट वगैरह कितनी जनरेट हुई, वो धीरे धीरे क्रॉल रिक्वेस्ट बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये सारे इंडिकेशंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर घट रही है क्रॉल रिक्वेस्ट विच इज नॉट अ गुड सिग्नल, अगर बढ़ रही है क्रॉल रिक्वेस्ट विच इज अ गुड सिग्नल। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनसाइट्स अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तब तो उसके लिए जरूरी है, अगर बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी जरूरी इनसाइट्स ये है नहीं। अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट नई चीज सीखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। डोमेन अथॉरिटी दैट इज डीए और पेज अथॉरिटी दैट इज पीए के बारे में, ये दो मैट्रिक जो मॉज ने डेवलप करी थी, आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, इस वीडियो का जो एजेंडा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले कि ये जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी नाम के स्कोर आप कह लो, चाहे आप इनको मैट्रिक कह लो, जो कि हमारे डोमेन को यानी कि हमारे वेबसाइट को आउट ऑफ 100 मॉज एक स्कोर प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्कोर मिल रहा है ये किस बेसिस पर मिल रहा है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, किन फैक्टर्स को कंसीडर करके मॉज हमारे डोमेन को या हमारी वेबसाइट को आउट ऑफ 100 एक स्कोर देता है, उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं पेज अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मॉज हमारे पेजेस को भी आउट ऑफ 100 एक स्कोर प्रोवाइड करता है। तो आखिर ये आउट ऑफ 100 जो हमें स्कोर मिलता है ये किन बेसिस पे मिलता है, क्या पैरामीटर्स हैं इसके, वो हम लोग देखेंगे। तो सीधी सी बात है कि किस तरीके से ये मैट्रिक कैलकुलेट होती है, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, क्या ये वास्तव में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, क्योंकि आज जब हम वेबसाइट की अथॉरिटी की बात करते हैं, किसी से भी आप पूछ लो, किसी भी एसईओ पर्सन से पूछ लो आप कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी निकालनी है तो आप कौन सा टूल यूज करोगे या क्या तरीके जिससे आप मुझे बता सकते हो कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो कितनी ज्यादा है या कितनी है, कोई नंबर है ऐसा जिससे हम जज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो क्या है। देखो, गूगल ने कोई भी ऐसा टूल नहीं बनाया है जिससे कि डायरेक्टली किसी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करी जा सके। जैसे अगर आप एग्जाम देते हो तो उसके बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है, फाइन, उस रिजल्ट के बेसिस पर मैं चेक कर सकता हूं कि आपने एग्जाम में क्या किया। आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे 80% आए हैं, वो बोलेंगे मेरे 70% आए, कोई बोलेगा मेरे 50% आए, तो इसके बेसिस पर मैं इवेल्युएट कर सकता हूं कि आपकी जो पोजीशन है क्लास में वो क्या है। बट गूगल ने अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं बनाया जिससे हम ये जज कर पाए या ये हम नॉलेज ले पाए कि हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, हमारी वेबसाइट की जो वैल्यू है वो गूगल की नजर में कितनी है। फाइन, तो इसका फायदा दूसरी कंपनीज ने उठाया। उन्होंने कहा देखो भाई, गूगल नहीं ऐसा कोई आपको टूल दे रहा है, ऐसा कोई तरीका दे रहा है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो जज कर सको या अपने जो पेजेस हैं उनकी अथॉरिटी जज कर सको। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा टूल बना देता हूं। बहुत सारी दूसरी कंपनीज ने इस चीज को इनिशिएट किया जो बेसिकली आपके वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है उसको बता देंगे, मतलब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है ये बता देंगे, आपके पेजेस की अथॉरिटी क्या है ये बता देंगे। तो ये वाले टूल्स गूगल के ही कुछ फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं और उसके बाद उन फैक्टर्स के बेसिस पर जो आपकी वेबसाइट है उसकी एक अथॉरिटी आपको दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे 80% आए हैं तो आप ये जज कर लोगे, हाँ ठीक है, अबव एवरेज स्टूडेंट। वहीं पर मैं बोलूं कि भाई इस बंदे के 50% आए तो आप बोलोगे ये एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है। तो एक सिंपल से स्कोर से सारी की सारी कहानी जो है क्लियर हो जाती है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है कि भाई इस बंदे के 50% मार्क्स आए बट मैथ में इसके 80 आए और हिंदी में इसके 40 आए, उसके हिसाब से और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स हैं और उसके हिसाब से एवरेज होकर इसके 55% या 50% हुए हैं। ठीक है, तो हम बाकी डिटेल्स में नहीं गए, बट हमने एक मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि ये बंदा एवरेज है या बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। तो सिमिलरली जरूरत थी एसईओ पर्संस को, जरूरत थी वेबसाइट ओनर्स को, क्योंकि गूगल ने अभी तक कोई ऐसा टूल बनाया नहीं था जिससे हम डायरेक्टली चेक कर पाए कि गूगल की नजर में हमारी अथॉरिटी कितनी है। बट गूगल ने बाकी काम किए थे, डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करने के गूगल ने डिफरेंट टूल्स बनाए थे। जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट की या हमारे वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस हैं उनकी अगर हम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिवाइसेस चेक करना चाहें कि मोबाइल के ऊपर हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी है या डेस्कटॉप के ऊपर हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी, तो ये हम कर सकते हैं। गूगल का अपना स्पीड इनसाइट टूल है। तो इस तरीके से गूगल डिफरेंट फैक्टर्स को जज करने के लिए, डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए उसने हमें डिफरेंट टूल्स दिए हैं। जैसे अगर हम जो हमारी वेबसाइट के रिच स्निपेट की डेटा होती है उसको अगर हम एनालाइज करना चाहे तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर इनहांसमेंट रिपोर्ट्स के अंदर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि गूगल ने हमें टूल्स नहीं प्रोवाइड किए, गूगल ने हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किए, बट कोई ऐसा टूल नहीं था जो डायरेक्टली ये बता पाए कि ये a.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी जो अथॉरिटी है वो 50 है। तो मैं जज कर पाऊं कि आउट ऑफ 100
100, ये 50 अथॉरिटी, इसका मतलब ये एवरेज अथॉरिटी है या अच्छी अथॉरिटी है, जो भी हो। यहां पर ऐसा कोई टूल नहीं था जो ये बता पाए कि b.com/a एक पेज है, इसकी जो अथॉरिटी एक ओवरऑल एसईओ रैंकिंग, ओवरऑल एसईओ स्कोर, वो इसका 60 आउट ऑफ 100 है। तो इस चीज की जो पहल करी, इस चीज का जो इनिशिएटिव लिया, वो बहुत सारे टूल्स ने लिया, बट मॉज वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस टाइप की जो मेट्रिक है उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आई, जैसे यहां पर मॉज क्या बोलता है इसको, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। वहीं पर अगर मैं एचरेफ्स की बात करूं, आरएफ एचरेफ जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, एचरेफ्स की बात करूं, तो यहां पर जो बात होती है वो होती है डोमेन रेटिंग की, और यहां पर बात होती है पेज रेटिंग की, यानी कि डीआर और पीआर की बात होती। बट एक तरीके से जिस चीज को मॉज कैलकुलेट करता है, अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट को या अथॉरिटी ऑफ पेज को, वही चीज को आरएफ भी जो है वो कैलकुलेट करता है। और अगर मैं बात करूं दोनों ने किन किन पैरामीटर्स को यूज किया है, तो जिन पैरामीटर्स को ये यूज करता है, ऑलमोस्ट उन्हीं पैरामीटर्स को आरएफ भी यूज करता है। तो सीधी सी बात यही है कि दोनों चीजें बेसिकली बता हमें यही रही कि हमारी वेबसाइट की या वेब पेज की जो अथॉरिटी है वो क्या है, बट उसके जो रिप्रेजेंटेशन का नाम है वो इन्होंने अलग कर दिया। यहां पर ये डीआर बोलते हैं, यहां पर ये डीए बोलते हैं, दैट्स इट, और कोई ज्यादा फर्क है नहीं। वैसे अगर मैं बात करूं मॉज की ना, तो मॉज का कंट्रीब्यूशन एसईओ की फील्ड में कम नहीं है। मॉज को मैं ये कह सकता हूं कि बहुत शुरुआत से, मतलब बहुत पहले से जो मॉज है वो एसईओ बेस्ड टूल्स बनाने में और एसईओ बेस्ड कंटेंट बनाने में, एसईओ बेस्ड रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज बनाने में इन्वॉल्व है। बहुत सारी कंपनीज तो बहुत बाद में आई, मॉज तो बहुत पहले से ही इन्वॉल्व था, राइट। तो अगर मैं अब बात करूं कि मॉज ने जो दो मैट्रिक हमें दी हुई हैं, डीए और पीए, ये दोनों मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं और क्या ये रियली इंपॉर्टेंट है आज अगर हम एसईओ के रिस्पेक्ट में बात करें तो। क्योंकि अगर आप एक एसईओ पर्सन हैं और आपसे मैं पूछता हूं कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो क्या है, तो आप डायरेक्टली तो मुझे बता नहीं पाओगे, और सीधे सीधे आप या तो मॉज के ऊपर जाओगे या एचआरएफ के ऊपर जाओगे और डीएपीए या डीआरपीआर के बेसिस पर मुझे बताओगे कि ये हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी है। तो एज अ नॉर्मल पर्सन या एज अ वेबसाइट ओनर या एज अ एसईओ पर्सन, क्या मुझे इन मैट्रिक के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या गूगल डीए या पीए जैसी मैट्रिक को कंसिडरेशन में लेता है? क्या गूगल के एल्गोरिदम में ये फिट है कि अगर इस वेबसाइट का डीए 60 होगा या इस पेज का जो पीए है वो 50 होगा तो हम इस पेज को रैंक करा देंगे या इस वेबसाइट को हम रैंक कराएं? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो आउटसाइड मैट्रिक है, गूगल के एल्गोरिदम में फिट हुई तो मैट्रिक है नहीं है कि गूगल डीए के बेसिस पे आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, गूगल पीए के बेसिस पे आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि डीए और पीए देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी वेबसाइट का डीए जो है वो बहुत अच्छा है तो वेबसाइट रैंक कर जाएगी, अगर किसी पेज का पीए जो है वो अच्छा है तो ये वाला पेज तो 100% रैंक करेगा ही करेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। पर डीए और पीए की जो मैट्रिक या जो नंबर आपको मिलता है वो भी तो कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करके मिलता है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि आखिर किन फैक्टर्स को एनालाइज करके डीए और पीए का स्कोर दिया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीए और पीए में मेजर कंट्रीब्यूशन किस चीज का है। जैसे आपको मैंने कहा कि आपको मिले हैं 100 में से 90, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि 100 में से 90 मिले तो किस चीज में मिले? मैंने कहा स्पोर्ट्स में मिले, तो आपको होगा इसका एजुकेशन से तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो यहां पर भी वही चीज है, अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि डीए कैसे कैलकुलेट होती है, पीए कैसे कैलकुलेट होती है, तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फाइन, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा वो आप यहां पर देख लो। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज नॉट डेवलप्ड बाय गूगल। तो आप ये तो मत ही सोचो कि डीए और पीए किसी भी तरीके से गूगल के एल्गोरिथम के अंदर है मैट्रिक, और अगर हमने अपनी वेबसाइट का डीए इंप्रूव कर लिया तो हम रैंक हो जाएंगे, हमने अपने वेब पेज का पीए इंप्रूव कर लिया तो हम रैंक हो जाएंगे। तो इस चीज का तो आपको ध्यान रखना है, कोई रैंकिंग की गारंटी यहां पर नहीं है। फाइन, उसके बाद डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी की हम बात करें तो ये रिलेटिव मैट्रिक है अकॉर्डिंग टू मॉज। रिलेटिव मैट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 60 और आपसे पूछता हूं कि ये अगर डीए का स्कोर है, डोमेन अथॉरिटी का स्कोर है, तो क्या ये एक अच्छा स्कोर है या बुरा स्कोर है? तो ये रिलेटिव है। देखो, अगर किसी दूसरी वेबसाइट का स्कोर 90 हो जाता है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये उतना अच्छा स्कोर नहीं है। बट वहीं पर एक दूसरी वेबसाइट है जिसका स्कोर जो है, डोमेन अथॉरिटी का स्कोर जो है वो 30 है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये एक अच्छा स्कोर हो जाता है ना। तो ये चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मैट्रिक, जिसका अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर एक तरीके से देखो, ये इसके साथ
अगर मैं कंपेयर करूं तो ये अच्छा हो जाता है, और इसके साथ में कंपेयर करूं, अगर इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं, इससे रिलेशन में कंपेयर करूं, तो ये उतना अच्छा नहीं होता है। फाइन, तो डीए और पीए की अगर हम बात करें तो ये रिलेटिव मैट्रिक है, एज वेल एज ये लॉगरिथमिक स्केल पे चलती है। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब आप समझो, जैसे मैं किसी काम को करने के लिए कोई एफर्ट कर रहा हूं, या मैं क्लास में नंबर लाने के लिए एफर्ट कर रहा हूं, तो एक बार 80% तक लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं थोड़ा ही एफर्ट करूंगा। लेट्स से मैं रोज 4 घंटे पढ़ता था और मैं 80% ले आया, ठीक है। उसके बाद 80 से 90% तक पहुंचने के लिए मुझे 8 घंटे पढ़ना पड़ा। उसके बाद 80 से 90% तक पहुंचने के लिए समझ रहा है 8 घंटा पढ़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद 90 से 95% तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे 8 की जगह 16 आवर्स पढ़ने पड़े। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर गैप भले कम हो रहा है, मतलब 80 से 90 केवल हम 10 पॉइंट इंक्रीज किए, और यहां पर केवल हम 5 पॉइंट इंक्रीज किए। पर जैसे जैसे आप टफ चीजों की तरफ बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे आपके एफर्ट्स भी बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब कि काफी आसान है कि आप 30 की 40 की जो डोमेन अथॉरिटी है या पेज अथॉरिटी है वो आप अचीव कर लो, बट उसके बाद जब आप बढ़ने का ऊपर और आपके इंक्रीज करने के जो अप्रोच होगी वो काफी टफ हो जाएगी। इसको लॉगरिथमिक स्केल जो है वो बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, अब जैसे नाम से पता चलता है डीए, डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी, मतलब हमारे पूरा जो डोमेन है उसकी क्या वैल्यू है। और आसान भाषा में हमारी जो पूरी वेबसाइट है, इंक्लूडिंग जो हमारे सब डोमेन्स है, इंक्लूडिंग जो हमारा ब्लॉग वगैरह है, उसकी एक कंबाइंड वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डोमेन अथॉरिटी। उसी तरीके से मैं अगर पेज अथॉरिटी की बात करूं तो पेज अथॉरिटी इज बेसिकली उस पेज की जो पूरी अथॉरिटी है, ठीक है, एक सिंगल पेज की अथॉरिटी। अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस की अथॉरिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली वो आपकी डोमेन अथॉरिटी पे भी फर्क डालेगी। मतलब अगर पेजेस की अथॉरिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है तो टाइम के साथ आप देखोगे आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी इंप्रूव होती है, वो भी इंक्रीज होती है। तो आई बिलीव बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डीए और पीए को बनाने में, ठीक है, तो मॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं। डोमेन अथॉरिटी में इनकमिंग लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये मेरी वेबसाइट है और इसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं और बहुत सारे रिलेवेंट और क्वालिटी लिंक्स आ रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो मेरी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे डोमेन के ऊपर या मेरा जो होम पेज है उसके ऊपर अगर बहुत सारे बैकलिंक्स जो पॉइंट हो रहे हैं तो वो हमारे डोमेन अथॉरिटी को इंप्रूव कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। यही सबसे मेजर फैक्टर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉस का खुद का कहना है कि केवल ऐसा नहीं कि हम केवल बैकलिंक प्रोफाइल को ही कंसीडरेशन में लेते हैं, मतलब ये जो बैकलिंक्स इनकमिंग लिंक्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर ये हमारी डोमेन अथॉरिटी को ही केवल जो है वो इफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। यूजर का एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारी वेबसाइट के जो डोमेन अथॉरिटी वो इंप्रूव होगी। और हमारी वेबसाइट टेक्निकली फिट होनी चाहिए, जो भी बेसिक पैरामीटर्स हैं टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे फिट होनी चाहिए। और एक और फैक्टर है डोमेन एज का, जो मॉस कंसिडरेशन में लेता है अपने सिस्टम में, अपने एल्गोरिदम में, अगर वो किसी वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो कैलकुलेट करता है। सिमिलरली अगर मैं पेज अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहां पर भी जो आपके इनकमिंग लिंक्स हैं एज वेल एज जो आपके इंटरनल लिंक्स हैं, जैसे ये वाला आपका जो पेज था कोई वेबसाइट के ऊपर, ये हाई अथॉरिटी पेज था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था, एक अच्छा क्वालिटी पेज था, और यहां से अगर आपको अच्छे इंटरनल लिंक मिलते हैं या आप अच्छी इंटरनल लिंक की स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर पेज के लिए, ये जो टारगेट पेज था आपका, इसके लिए फॉलो करते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विद रिगार्ड्स टू योर पेज अथॉरिटी। तो यहां पर भी आपकी जो पेज अथॉरिटी है वो इंप्रूव हो सकती है, यूजर एक्सपीरियंस। और एक और फैक्टर जो यहां पर जुड़ जाता है मॉस के केस में, वो सोशल शेयर का फैक्टर है कि अगर आपके पेजेस के बहुत ज्यादा सोशल शेयर्स होते हैं तो भी आपके जो पेज है उसकी पेज अथॉरिटी के इंक्रीज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, ये जो दूसरा वाला सवाल था, आर दे रियली इंपॉर्टेंट? तो क्या एसईओ इतना ही है कि हम बैकलिंक्स बना लें, यूजर एक्सपीरियंस कर लें, थोड़ा बहुत टेक्निकल वो कर लें और डोमेन एज को देख लें? ऐसा तो है नहीं। कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, वो तो कहीं डीए में कंसीडर ही नहीं हुए मेजरली, और कहीं कंसीडर हुए भी तो बहुत छोटे लेवल पर कंसीडर हुए, उनका उतना महत्व, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल पर वो फैक्टर्स कंसीडर हुए एसईओ के जो बाकी फैक्टर्स हैं। तो क्या वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपकी वेबसाइट का जो डीए है वो 100% परफेक्ट है ये बताने के लिए कि बस हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो डीए से ही जज होगी? ऐसा नहीं।
है ना। बट फिर लोग क्यों डीएपीए को यूज करते हैं, एक और सवाल आया। देखो डीएपीए को ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने होते हैं तो आपके पास क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, डीएपीए या डीआरपीआर के अलावा और कोई तरीका नहीं कि मैं जो दूसरी वेबसाइट है उसकी मैं अथॉरिटी चेक कर पाऊं। आप कैसे चेक करोगे? कुछ ही मेट्रिक हैं जिनके बेसिस पर आप जो दूसरी वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बैकलिंक्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या बैकलिंक्स किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं या जा रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डीए और पीए को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और एक हद तक ये ठीक भी है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप जिस भी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, एक्चुअल अथॉरिटी है, वो आप चेक कर पाए, अनटिल अनलेस आपके पास उस वेबसाइट का एक्सेस ना हो, उसका गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस ना हो। आपको फिर बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है, किन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही है, किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर उनकी वेबसाइट के सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उनका स्पैम स्कोर कितना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको 100 वेबसाइट्स को एनालाइज करना है तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप एक एक फैक्टर को एनालाइज करने जाएंगे उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आप अपनी वेबसाइट के जब एसईओ करते हैं और उसके फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, तो जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उन वेबसाइट्स को भी एनालाइज करने में लगेगा जिनसे आप बैकलिंक लेने जा रहे हैं। बट सही तरीका तो यह है कि अगर टाइम लग रहा है और आप कर सकते हैं तो आप एनालिसिस करें और शानदार और बेहतर वेबसाइट से ही आप बैकलिंक्स लें। बट और कोई तरीका नहीं, मैं वही कहूंगा कि और कोई तरीका नहीं है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जज करने का। तो हम डिपेंडेंट हैं कि हम डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को फॉलो करें और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो मॉज ने अपना एक छोटा सा एक्सटेंशन दे रखा है, गूगल क्रोम में जाकर आप उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सा आपको उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप टॉप में देख सकते हैं, वहां पर आपको उस वेबसाइट का जो डीए है और जो पीए है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में भी ये जो मैट्रिक है वो यूज होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है, फाइन। और जैसे मैंने यहां पर बताया था कि एक सोशल शेयर की जो आप यहां पर देख रहे हो, सोशल शेयर एक फैक्टर है जो मॉज कंसिडरेशन में लेता है, आरएफ सोशल शेयर कंसिडरेशन में नहीं लेता है। आरएफ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आरएफ अपने डीआर पीआर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, पीआर और डीआर को कैलकुलेट करने के लिए सोशल शेयर्स उस पेज के कितने हो रहे हैं इस मैट्रिक को कंसिडरेशन में नहीं लेता है। इसके बाद जो एक और चीज यहां पर बची हुई है हम लोग की, कैन दीज बी मैनिपुलेटेड। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सर, क्या हम कुछ कम टाइम के अंदर ही डीए पीए बढ़ा सकते हैं? देखो ये मैं आपको एक प्रूवन या अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूं। 2017-18 या 16-18 के बीच में हमने फाइवर से कुछ पेड बैकलिंक्स जो हैं वो खरीदे थे, ठीक है, पेड बैकलिंक्स खरीदे थे। और पेड बैकलिंक्स होते ही वो जो वेबसाइट है हमने देखा कि उसका जो डोमेन रेटिंग है वो इंप्रूव हो गई, या उसके जो डोमेन अथॉरिटी है वो इंप्रूव हो गई। तो डेफिनेटली बात ये समझ में आई कि मॉज कितना भी कहे कि हम बाकी के भी बहुत सारे एसईओ फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडरेशन में लेते हैं डीआर और पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसा मुझे प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला। क्योंकि 2000 जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया, इसके दौरान हमने जब पेड लिंक्स अपनी एक वेबसाइट के ऊपर बनवाए, ठीक है, तब हमने देखा कि हमारे जो डोमेन अथॉरिटी है वो उन लिंक्स की वजह से इंप्रूव हुई। अब तो ये सर्विस थोड़ी सी कम हो गई, वरना 2-3 साल पहले तक ना बहुत सारे लोग हैं जो पेड बैकलिंक्स की सर्विसेज फाइवर वगैरह पर या दूसरे जो मार्केट प्लेसेस है वहां पर बेचते थे, और वो इस चीज को कहकर बेचते थे कि हम आपके जो डीआर हैं या पीआर जो है या डोमेन अथॉरिटी जो है और पेज अथॉरिटी है उसको हम इंप्रूव कर देंगे। तो इंप्रूव कैसे कर देंगे? बाकी का एसईओ तो वो कर नहीं रहे, तो इंप्रूव कर देंगे केवल बैकलिंक्स के बेसिस पर। तो यहां से ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि डीआर पीआर या डीएपीए में बैकलिंक्स प्रोफाइल का ही मेजर रोल है, बाकी फैक्टर्स कंसिडरेशन में हैं तो, लेकिन अगर मैं फिर से मेजर रोल की बात करूं तो बैकलिंक्स के ही है। तो नाउ आई बिलीव जो डीए और पीए का कॉन्सेप्ट है ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। गाइस, हम लोग मेजरली जो चीजें समझने वाले हैं वो ये हैं कि आखिर स्पैम स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, स्पैम स्कोर भी डीएपीए की तरीके से ही
एक मेट्रिक है जो कि परसेंटेज में रिप्रेजेंट होती है, और इसको भी डेवलप किया हुआ है मॉज ने। फाइन, तो अगर कोई मेट्रिक होती है ना, तो उसको कैलकुलेट करने के पीछे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो आखिर कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो स्पैम स्कोर बनाते हैं, मतलब स्पैम स्कोर अगर 5% है या 10% है या 15% है, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से स्पैम स्कोर बढ़ता है, या ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से जो स्पैम स्कोर है वो घटता है। तो उन पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या स्पैम स्कोर रियली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज एसईओ पर्सन। अगर केवल मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर की बात करूं, आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हैं, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है स्पैम स्कोर। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर कुछ एक परसेंटेज से ऊपर चला जाता है, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाए बाय गूगल। बिल्कुल सही बात है, बट इसके लिए सबसे पहले हमें तो यह समझना होगा कि आखिर स्पैम स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मॉज का क्या कहना है कि वो किस तरीके से स्पैम स्कोर को कैलकुलेट करके आपको देता है। फाइन, तो मैं आपको सबसे पहले वही चीज क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखो, जैसे मान के चलते हैं कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर जो है वो 5% है। अब आप कैसे देखोगे कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है? भाई, मॉज की अगर मैट्रिक है तो मॉज का जो ऑफिशियल टूल होगा, ठीक है, मॉज का जो ऑफिशियल टूल होगा उसके अंदर जाकर आप इस चीज को देख सकते हो। तो वो भी अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मान के चलते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर जो है वो 5% है, तो आखिर ये 5% किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, और स्पैम स्कोर का एक्चुअल मतलब क्या है मॉज की नजर में। तो मॉज कहता है कि हम आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर उस बेसिस पर देते हैं, कम या ज्यादा। मान लेते हैं अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज्यादा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी वेबसाइट के कुछ फीचर्स, हम लोग यहां पर मान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स उन वेबसाइट से मिलते हैं जो वेबसाइट्स बैन हो चुकी हैं बाय गूगल, या वो वेबसाइट्स जो पेनलाइज हो चुकी हैं बाय गूगल। तो अगर कोई वेबसाइट्स पेनलाइज हुई हैं बाय गूगल, तो उनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मॉज के टूल ने इस चीज को स्टडी किया कि भाई ये वाली वेबसाइट ना ये पेनलाइज हुई है बाय गूगल। तो आखिर क्या क्या चीजें थी इस वेबसाइट में जिसकी वजह से पेनलाइज हुई, या इस वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फाइन, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये स्टूडेंट जो है ये क्लास का टॉपर है, तो आप कहोगे भाई अगर ये क्लास का टॉपर है ना, तो मैं जरा इसकी क्वालिटीज देखता हूं कि क्या क्या क्वालिटीज है। भाई वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है, 8 घंटे पढ़ता है, कोचिंग क्लासेस कर रहा है, वो सारी उसकी क्वालिटीज है। तो आपने देखा कि भाई दूसरा एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके अंदर भी इसकी 50% क्वालिटीज है। अगर इस टॉपर की 50% क्वालिटीज इस बंदे के अंदर है, तो आप बोलोगे इसके भी प्रोबेबिलिटी है 30-40% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये भी टॉपर है। तो गूगल ने जिन वेबसाइट्स को बैन किया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉज ने स्टडी किया, बहुत सारे एलिमेंट्स को मॉज ने स्टडी किया, और उसके बेसिस पर दूसरी जो वर्ड में वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स को कंपेयर किया कि भाई ये बैन वाली वेबसाइट में क्या फीचर थी, और आपकी वेबसाइट, मान लेते हैं आपकी वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट में क्या फीचर है। तो अगर उसे उन फीचर्स में कुछ ओवरलैपिंग दिखती है कि भाई वो भी वही काम कर रही थी जो बैन वेबसाइट है, आप भी वही काम कर रहे हो, जैसे वो कीवर्ड स्टफिंग कर रही थी, आप भी कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, तो एक सिग्नल मैच हो गया, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर केवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स बने हुए हैं वो स्पैमी वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स बने हुए। देखो, ये भी एक रीजन है, बट यही एक रीजन नहीं है। अकॉर्डिंग टू मॉज डेफिनेशन, अगर मैं यहां पर मॉज की डेफिनेशन आपको दिखाऊं, तो यहां पर देखो आप क्लियर लिखा हुआ है, मैं मॉज के ही डॉक्यूमेंट से आपको दिखा रहा हूं। विद इन लिंक एक्सप्लोरर स्पैम स्कोर रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ साइट्स, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ साइट्स विद सिमिलर फीचर्स टू द साइट दैट यू आर रिसर्चिंग। जिस वेबसाइट को आप रिसर्च कर रहे हो उसी जैसी वो वेबसाइट्स जो बैन हो चुकी हैं, ये देखो, विच वी फाउंड टू बी पेनलाइज्ड और बैंड बाय गूगल। तो स्पैम स्कोर अगर आपकी वेबसाइट का ज्यादा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं जो बैन वाली वेबसाइट्स में मॉज को मिले। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, सर हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि बैन वाली वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिले मॉज को, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो बढ़ रहा है, तो हम जरा ये देख लें कि कौन कौन से वो रीजंस हैं। तो मॉज ने कहा कि हमने लगभग ना 27 ऐसे रीजंस जो है वो फिगर आउट किए हुए जो हमें बैन
वेबसाइट के अंदर मिले, ठीक है, कॉमन थे कि भाई जो बैन वाली वेबसाइट थी उनके अंदर ये 27 जो रीजंस थे या जो 27 फैक्टर्स थे ये कॉमन थे। तो इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर अब हम आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो बढ़ाते हैं। उनमें एक फैक्टर ये भी है कि आपकी वेबसाइट को बहुत सारे स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रहे हैं। बट जब हम स्पैम स्कोर कम करने की बात करते हैं तो हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि वो 27 फैक्टर्स कौन से थे जिसके बेसिस पर मॉज ने हमारी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ाया। बट हम सीधे क्या करते हैं, वो जो हमारे स्पैमी बैकलिंक्स होते हैं उनको डिसअवाउ करते हैं इस एंटिसिपेशन में कि हमारा स्पैम स्कोर जो है वो घट जाएगा। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस, बस पता होना चाहिए बाकी के कौन से फीचर्स थे, ठीक है, बट पता होना चाहिए बाकी के भी कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से स्पैम स्कोर बढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू मॉज, मैं फिर से ये बात कोट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मॉज वो बोलता है कि ये 27 फैक्टर्स थे। अब देखो मॉज क्या कह रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लो नंबर ऑफ पेजेस पाए गए ना तो भी आपकी वेबसाइट के पेनलाइज होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब ये कोई रीजन तो बना नहीं, हो सकता है आपकी वेबसाइट के केवल 2 ही पेज हो, 3 ही पेज हो। तो जब मैं इन फैक्टर्स को एनालाइज करता हूं ना तो मैं कन्विंस नहीं होता हूं पर्सनली कि ये फैक्टर्स अगर स्पैम स्कोर हमारी वेबसाइट का बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट का बहुत ज्यादा भी स्पैम स्कोर है क्योंकि वो इन फैक्टर्स की वजह से, भाई मैंने फेसबुक पिक्सल नहीं लगाया, ठीक है, मेरा जो यहां पर हम और भी देख लेते हैं इस टाइप के फैक्टर्स कि मैंने फेसबुक पिक्सल नहीं लगा हुआ है, या मेरे में लिंक्डइन का लिंक नहीं मिला हुआ है, ठीक है, या मेरे में ईमेल एड्रेस नहीं मिला हुआ है, या मेरे में डबल क्लिक नहीं प्रेजेंट है, गूगल टैग मैनेजर नहीं प्रेजेंट है, तो मॉज कहता है कि आपके में ये सारी चीजें नहीं प्रेजेंट है। हमने ऐसी ही वेबसाइट देखी हैं जो बैन हो गई, उनमें भी ये चीजें नहीं प्रेजेंट थी। तो देयर इज हाई चांस कि आपकी वेबसाइट भी पेनलाइज हो जाए और आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो बढ़ा हुआ दिखता है मॉज के टूल के अंदर। अब आप बताओ कि अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इन फैक्टर्स की वजह से आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है तो क्या ये बिल्कुल सॉलिड एक कोई मैट्रिक है? नहीं, है ना। बढ़ी हुई स्पैम स्कोर वेबसाइट के भी पेनलाइज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये फैक्टर्स गूगल नहीं कंसीडर करता है पेनलाइज होने के, बट हाँ कुछ फैक्टर्स कंसीडर करता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें यूज ऑफ मेटा कीवर्ड्स, आज के टाइम में मेटा कीवर्ड्स नहीं यूज होते, गूगल भी बोलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे पॉइजन वर्ड्स अगर बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है, हाइफन्स का कोई फैक्टर नहीं है, और कोई पुअर अगर बैकलिंक्स वगैरह की स्ट्रेटजी है, मतलब स्पैमी बैकलिंक्स वगैरह आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो कुछ फैक्टर्स हैं। तो कुछ हद तक अगर आपको ये लगता है कि बैकलिंक्स को रिमूव करके हम स्पैम स्कोर बढ़ा लेंगे तो ठीक है, बट स्पैम स्कोर के बढ़ने का वो ही केवल रीजन नहीं था, वो यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो आप यहां पर देखोगे इन्होंने बहुत डिटेल में ये रन डाउन ऑफ 27 सिग्नल्स दिए हुए, लो नंबर ऑफ पेजेस फाउंड, टीएलडी को रिलेटेड विद स्पैम डोमेन्स। मतलब मॉज ने देखा कि वो वेबसाइट जो पेनलाइज हुई थी उनके टीएलडीज क्या थे, वो ये टीएलडीज थे, जैसे .डाउनलोड, .स्ट्रीम, .विन, .विज, इस टाइप के टीएलडीज थे जो एक्चुअली बैन हुए। तो मॉज को लगा कि ये टीएलडी भी एक फैक्टर हो गया, क्योंकि इस टाइप के टीएलडीज वाली वेबसाइट ही मेजरली बैन हुई हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट भी इस टीएलडी में, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी वेबसाइट की भी बैन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड देन यहां पर मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे अगर आप देखो यहां पर कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं। स्पैम स्कोर लाइक डीएपीए इज आल्सो डेवलप्ड बाय मॉज व्हिच इज प्रेजेंट इन लिंक एक्सप्लोरर रिपोर्ट ऑफ मॉज। इसको अभी मैं आपको दिखा दूंगा। गूगल डज नॉट फॉलो स्पैम स्कोर टू अंडरस्टैंड अबाउट द अथॉरिटी ऑफ योर वेबसाइट, इट डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ वेबसाइट टू बीइंग पेनलाइज्ड बाय गूगल, ठीक है, कि गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करेगा नहीं, इसके पोटेंशियल को बताता है, बट बताता कौन है? मॉज। इसलिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप डिसअवाउ टूल के थ्रू अपने स्पैमी बैकलिंक्स को रिमूव करोगे देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये 27 की फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताए। और स्पैम स्कोर की अगर ग्रेडिंग की मैं बात करूं, ठीक है, तो 1 से 30% का स्पैम स्कोर लो स्पैम स्कोर है, एंड दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू मॉज ओनली। 31 से 60% का मीडियम है, और 61 से 100% का हाई स्पैम स्कोर होता है। अब अगर हम लोग टूल के अंदर जाकर इस चीज को टेस्ट भी कर लें एक बार, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, मैं मॉज के अंदर लॉग इन हो चुका हूं। लिंक रिसर्च में हम लोग स्पैम स्कोर पे आते हैं, और यहां पर मैं एक URL रैंडम सा एंटर कर देता हूं, indiatimes.com, और मैं एनालाइज करता हूं। तो अगर आप देखोगे तो इसका स्पैम स्कोर जो है वो 1% है, फाइन। और यहां पर हमारी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स जिन वेबसाइट से मिल रहे हैं उनका जो स्पैम स्कोर है वो कितना है।
तो गाइज यहां पर अगर आप देखो तो 31 से 60% के बीच में, तो 9.2% ऑफ ऐसे डोमेन से हमें बैकलिंक्स मिल रहे हैं जिनका स्पैम स्कोर 31 से 60 के बीच में। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये 100 स्पैम स्कोर वाले सारे आपको यहां पर डोमेन्स दिख रहे हैं जिनसे आपको बैकलिंक्स मिले। तो अगर ये हाई स्पैम वाली वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक्स मिलेंगे तो आपका भी जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज होगा। बट ये जो 1% का आपका स्पैम स्कोर है ये रीजनेबल स्पैम स्कोर है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट वैसे भी हमें ये जो हमारे इनबाउंड लिंक्स हैं, जो हमें बैकलिंक्स मिले हुए हैं बेसिकली, अगर हमें ये स्पैमी वेबसाइट से मिले तो हमें इन्हें डिसअवाउ कर देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप इसको सेलेक्ट कर लें सारे को और इसको एक्सपोर्ट कर लें CSV फॉर्मेट में। जैसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो इसकी डेटा को आप एक्सपोर्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये CSV में एक्सपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको केवल ना इनके URLs की जरूरत होती है, बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी नहीं। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग इसको भी डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। केवल हमें URLs की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स इट, और बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपके URLs हैं, जो स्पैमी वेबसाइट्स हैं बेसिकली, क्योंकि इन वेबसाइट्स का जो स्पैम स्कोर है वो काफ़ी हाई है, तो आपको क्या करना है, इन वेबसाइट्स का एक डेटाबेस बना लेना है। नॉर्मल आपको टेक्स्ट फाइल बना लेनी है और उसके बाद आपको सीधे पहुंचना है गूगल के डिसअवाउ टूल में, ठीक है। यहां पर आप आ जाओ, डिसअवाउ टूल इन गूगल सर्च कंसोल आपको यहां पर दिख रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लो यहां से डिसअवाउ टूल को, और यहां से आप अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लो। लेट्स से मैं अपनी एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर आपको डिसअवाउ लिस्ट जो है वो अपलोड करनी है। और यहां पर आने के बाद आपको .txt फाइल एक्चुअली चाहिए जो आपको अपलोड करनी है, जो आपके डोमेन्स हैं, स्पैमी डोमेन्स जो हैं उनको डिसअवाउ करने के लिए। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डिसअवाउ फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर अपने डोमेन्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर मेंशन करना और उसके बाद उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फाइन, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ फॉर्मेट ये है नहीं। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर स्पैम स्कोर क्या होता है, और ये मॉज के द्वारा बनाई गई एक मेट्रिक है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, जो मॉज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरीके से स्पैम स्कोर को कैलकुलेट कर रहा है, अगर आप उसी को प्रॉपरली समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हम लोग बैकलिंक रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ये वाला जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो है इस बैकलिंक रिलेटेड सीरीज का, इसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन है बैकलिंक से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरे सेशन को मैंने 4 मेजर पॉइंट्स के अराउंड जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप देख सकते हो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, मतलब बेसिक समझने वाले हैं बैकलिंक्स का, और आज के टाइम में हम क्यों बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं इसको हम लोग समझने वाले हैं। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक बेहतर बैकलिंक की डेफिनेशन क्या है, या हम किस टाइप के बैकलिंक को गुड बैकलिंक बोलेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक बेहतर बैकलिंक है। तो ये चर्चा होगी सेकंड पॉइंट के अराउंड। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, कितने तरीके के बैकलिंक्स होते हैं जिनको हम लोग क्रिएट करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आज के टाइम में भी क्या हमें बैकलिंक्स की जरूरत है, क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर बिना बैकलिंक्स के भी कोई वेबसाइट रैंक कर सकती है, और अगर होती है तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं, और किन सिचुएशंस में हमें बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हमें बेहतर बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, वरना हम अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 चीजें हैं जिनको हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस देखो, बैकलिंक से रिलेटेड एक और चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं। बैकलिंक्स के फाउंडेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो सीधे प्रोसेस के ऊपर जंप कर जाते हैं और उनको ये सीखना होता है कि बैकलिंक्स किस तरीके से बनाते हैं। फाइन, तो उन्होंने जैसे 3 4 5 तरीके सीख लिए कि इस टाइप से हमें बैकलिंक बनाना चाहिए, इस टाइप से बैकलिंक बनाना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्टरी सबमिशन कर देना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन कर देना चाहिए, यहाँ पर जो है हमें फोरम पोस्टिंग कर देनी चाहिए, यहाँ पर हमें कमेंट बैकलिंक्स बना लेनी चाहिए। तो उनको केवल प्रोसेस समझ में आ गई और वो फटाफट जो बैकलिंक्स है वो बनाना शुरू कर देते हैं। कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है कि बैकलिंक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कितने तरीके के बैकलिंक्स होते हैं, लिंक जूस का क्या कॉन्सेप्ट है, बैकलिंक्स की रिलेवेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो फाउंडेशन उतनी मजबूत होती नहीं और वो केवल प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आने वाले टाइम में जब वो टाइप के जो बैकलिंक्स क्रिएशन की प्रोसेसेस हैं जब वो आउटडेटेड हो जाती है तो उन्हें समझ में नहीं आता है, फिर उन्हें लगता है कि हम फिर से कोई नए तरीके सीख लें, जल्दी से कोई हमें बस तरीका बता दे कि इस टाइप से अगर आप बैकलिंक बना दोगे तो आपका बैकलिंक बन जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर नहीं जंप कर रहा हूं कि किस टाइप से आपको बैकलिंक
क्रिएट करने चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा हूं कि आप ये समझ जाओ कि बैकलिंक का मतलब क्या है, आखिर बैकलिंक को गूगल क्यों वेटेज दे रहा है, और क्या सभी बैकलिंक को गूगल वेटेज देता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जब आपको मिल जाएंगे ना, उसके बाद आप जब बैकलिंक बनाने जाओगे कि मैं अपना एक आर्टिकल सबमिशन टाइप का जो बैकलिंक है वो बनाने जा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये बैकलिंक मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, ये बैकलिंक मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है जो काफी इंटरेस्टिंग है, और जब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो ये पॉइंट आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा। मैं भी क्लियरिटी कर देता हूं आपको। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, गूगल जो है ना वो दो चीजों को पसंद करता है। गूगल लव्स टू थिंग्स, वन इज रिलेवेंसी एंड अदर वन इज अथॉरिटी। रिलेवेंसी का मतलब क्या है? रिलेवेंसी का मतलब यहां पर यह होता है कि जैसे यूजर ने कोई क्वेरी करी, तो उस क्वेरी के पीछे उसकी इंटेंट क्या है, उसी के रिलेवेंट गूगल जो है वो रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया सर्च कर रहा हूं, तो गूगल मेक श्योर करेगा कि जो मेरी इंटेंट है उस क्वेरी को करने की, या जो भी मैं सर्च करना चाहता हूं उससे रिलेवेंट ही मुझे जो पेज है वो दिखाई दे। ठीक है, उससे रिलेवेंट ही गूगल मुझे जो रिजल्ट्स है वो दिखाने की कोशिश करेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। तो अगर मेरे पेज का कंटेंट यूजर की उस क्वेरी के रिलेवेंट होगा तो मेरा पेज रैंक हो जाएगा, दैट इज रेलेवेंसी। तो रेलेवेंसी को आप एक और तरीके से समझ सकते हो, यहां पर इसका मतलब है ऑन पेज एसईओ। कितना बेहतर हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, कितने अच्छे तरीके से जिस भी डिजायर्ड कीवर्ड के ऊपर या क्वेरी के ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसके अराउंड हम लोग कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर रखते हैं, जिस पेज को भी हम रैंक करना चाहते हैं। दिस इज एक्चुअली रिलेवेंसी। और जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं ना, तो एक वेब पेज की अथॉरिटी बढ़ती है बैकलिंक से। बात क्या समझ में आई कि रिलेवेंसी को कैटर करता है ऑन पेज एसईओ। अगर हम ऑन पेज एसईओ जबरदस्त तरीके से कर दें तो रेलेवेंसी वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा, रेलेवेंसी हम अचीव कर लेंगे। वहीं पर अगर हम अथॉरिटी बैकलिंक्स बना लें, क्वालिटी बैकलिंक्स बना लें, तो फिर अथॉरिटी से रिलेटेड जो गूगल का कंसर्न है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैकलिंक्स क्या रोल प्ले करते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बैकलिंक का मतलब क्या है। ठीक है, चाहे हम लोग इसको बैकलिंक क्रिएट करने की प्रोसेस बोलें, चाहे हम इसको ऑफ पेज बोलें, चाहे हम इसको इनबाउंड लिंक बोलें, ये सारी एक ही चीजें होती हैं। अब समझ लेते हैं कि बैकलिंक का मतलब क्या है। देखो, मान के चलते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है और इसका जो एड्रेस है वो मैं मान के चलता हूं ये इसका एड्रेस है या ये इसका यूआरएल है। ठीक है, एक वेब पेज मान के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर a.com/a, ये एक वेब पेज है और इसका ये यूआरएल है। इंटरनेट के ऊपर और भी बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स हैं। मान लिया यहाँ पर एक और वेबसाइट है जो है हमारी b.com और इसके ऊपर एक पेज है विच इज /b। ठीक है, ये भी एक पेज है इंटरनेट के ऊपर और इस पेज के कंटेंट में हमारा ये वाला जो पेज का लिंक है वो कहीं पर भी मेंशन है। मान लिया वो एक यहां पर लिंक मेंशन है, तो हम लोग बोलेंगे हमारी वेबसाइट का एक बैकलिंक b.com के ऊपर प्रेजेंट है। अगर डोमेन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम बोलेंगे b.com डोमेन के ऊपर हमारी वेबसाइट का एक बैकलिंक जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम पेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे b.com/b पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट का या हमारे पेज का एक जो बैकलिंक है वो प्रेजेंट है। तो ये सीधा सा मतलब होता है बैकलिंक का। तो आप लोग भी जब इंटरनेट को ब्राउज करते होंगे तो आप देखते होंगे, आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते होंगे जहां पर आप देखते होंगे उस वेबसाइट के कंटेंट के बीच में आपको दूसरी वेबसाइट का जो लिंक है वो दिखता होगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना भी चाहूं इस चीज को तो मैं दिखा सकता हूं। यहां पर जैसे यहां पर मैं एक indiatimes.com के एक आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूं और मैं इस कंटेंट को ब्राउज कर रहा हूं। अब अगर आप यहां पर देखो तो आपको दिख रहा होगा कार इंश्योरेंस। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहां पर मैं बजाज एलियांज के ऊपर जाता हूं। अब ये वेबसाइट तो indiatimes.com की है, बट इसके कॉन्टेंट के बीच में अगर मैं यहां पर जो है आता हूं तो देखता हूं मैं एक लिंक मुझे दिख रहा है जो कि बजाज एलियांज के ऊपर लेकर जा रहा है, विच मींस दैट कि बजाज एलियांज का एक बैकलिंक यहां indiatimes.com के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बैकलिंक्स। अगर मैं टेक्निकली बैकलिंक के सिंटेक्स की बात करूं कि एक्चुअली एक बैकलिंक किस तरीके का दिखता है, जब आप क्रिएट करने जाएंगे तो बैकलिंक्स आपको किस तरीके से बनाने पड़ते हैं। देखो यहां पर देखो, ये बैकलिंक का एक सिंटेक्स है, ये आपको यहां पर href दिख रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा वो एड्रेस जिसके ऊपर जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी वेबसाइट का हमें बैकलिंक बनाना होता है वो हम यहां पर मेंशन करते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अवर एंकर टेक्स्ट। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग एक एंकर टेक्स्ट हो जाएगा और इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो इस यूआरएल के ऊपर जाएगा। तो ये हमारे बैकलिंक का एक तरीके से सिंटेक्स है। फाइन, तो अगर आप इसके ऊपर आएंगे यहां पर वापस और अगर आप इसको राइट क्लिक करके इसको आप इंस्पेक्ट करेंगे
तो भी आपको यहाँ पर कुछ इसी टाइप का जो सिंटेक्स है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको इसी टाइप का जो सिंटेक्स है वो देखने को मिल रहा है। बट बात यह है कि यहाँ पर जो URL है वो काफी छोटा है, मैंने केवल umartasky.com लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो URL है जिसके ऊपर जा रहे हैं वो काफी बड़ा है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये URL यहाँ पर काफी बड़ा है, ठीक है, इसलिए आपको इतना बड़ा URL दिख रहा है। और यहाँ पर जो मैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की जब बात करूंगा तो एक टाइप का बैकलिंक होता है नो फॉलो। तो यहाँ पर जो रिलेशन नो फॉलो दिखा रहा है इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक नो फॉलो बैकलिंक है। और यहाँ पर जो ये आपको कार इंश्योरेंस दिख रहा है, दिस इज बेसिकली एंकर टेक्स्ट, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करके उस पेज के ऊपर जा रहे हैं। तो कार इंश्योरेंस हो गया हमारा एंकर टेक्स्ट, ठीक है। तो जो मैं आपको यहां पर बता रहा था ये हो गया हमारा टारगेट URL जिसके ऊपर क्लिक करके बंदा जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एंकर टेक्स्ट। तो कुछ इस टाइप से अगर हम इस कोड को यूज करते हैं HTML की तरीके से किसी वेब पेज में, तो इस तरीके से हमारा जो बैकलिंक है वो दिखाई देगा। फाइन, तो हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी मेंशन करी हुई ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक बैकलिंक एक्चुअली किस तरीके का दिखाई देता है। तो अभी आपको क्लियरिटी हो गई कि एक बैकलिंक होता क्या है, वेब पेज के ऊपर किस तरीके का दिखाई देता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैकलिंक्स की जरूरत क्यों है, व्हाई बैकलिंक्स, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा आज के टाइम में भी गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, वो बैकलिंक को एज अ वोट ऑफ ट्रस्ट समझता है। वोट ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझो, रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन, ठीक है, या रेफरेंस। फाइन, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं कि मान के चलते हैं ये हमारी वेबसाइट है विच इज a.com, ठीक है, /a एक पेज मान लेते हैं, ये हमारा पेज है। और ये एज लिंक, जैसा मैंने पहले बताया, ये एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है, X1 के ऊपर, उसी तरीके से X2 के ऊपर प्रेजेंट है, उसी तरीके से X3 के ऊपर प्रेजेंट है, और उसी तरीके से X4 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब जब गूगल का क्रॉलर आएगा, गूगल का क्रॉलर यहां पर आएगा और इस वेबसाइट के कंटेंट को स्कैन करेगा, तो वो देखेगा कि यहां पर एक वेबसाइट का जो लिंक है वो यहां पर मेंशन है, ठीक है। तो गूगल को लगेगा कि भाई देखो ये वाली वेबसाइट की ना इंटरनेट के ऊपर बात हो रही है, मतलब ये वाली वेबसाइट हो सकता है इंटरनेट के ऊपर अच्छा खासा जो है वो पॉपुलर है, तभी बहुत सारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी इसका लिंक मेंशन है। उसे एक लिंक मिल गया यहां पर, ठीक है, कि ये एक वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है। ओके फाइन, गूगल ने इस चीज को नोट किया कि भाई तुम्हारी वेबसाइट का जो लिंक है वो एक वेबसाइट के ऊपर मिला हुआ है। उसके बाद जब गूगल दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता है, वहां देखता है कि इस वेबसाइट के ऊपर भी इस वेबसाइट का लिंक है। तीसरी वेबसाइट पे भी फाइंड करता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर है। चौथी वेबसाइट पे भी ढूंढ लेता है गूगल की आपकी वेबसाइट का लिंक है। इसी तरीके से जितनी ज्यादा वेबसाइट्स के ऊपर आपका लिंक गूगल को मिलता है, गूगल को लगता है कि ये बहुत सारे लोग ना इसको रिकमेंड करें। जैसे एक कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और मैं उसका रिकमेंडेशन दे देता हूं, ठीक है, कि भाई ये एक अच्छा स्टूडेंट है, किसी ने अगर उसका रिकमेंडेशन मांगा तो मैं उसको दे देता हूं, ठीक है। उसका रिकमेंडेशन एक दूसरा ट्रेनर भी दे देता है, तीसरा ट्रेनर भी दे देता है, चौथा ट्रेनर भी दे देता है, और बहुत सारे लोग ना उसका रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये एक अच्छा पर्सन है, एक अच्छा स्टूडेंट है। तो जो भी उस पर्सन को जज कर रहा है, उस स्टूडेंट को जज कर रहा है, उसकी नजर में उस पर्सन की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। सेम इज हियर विद बैकलिंक ऑल्सो। अगर हमारी वेबसाइट का बैकलिंक गूगल के क्रॉलर को बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मिलेगा, तो गूगल समझ जाएगा कि जिस भी वेबसाइट का ये बैकलिंक है ना, ये वेबसाइट अथॉरिटी वेबसाइट है, या ये वेबसाइट वैल्यूएबल वेबसाइट है। तो यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, बैकलिंक्स आर वोट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, which is like backlinks are recommendations from other website। अब वो एक अलग बात है कि भाई जब इस X1, X2, X3, X4 ये 4 वेबसाइट मैंने मेंशन करी थी, हो सकता है X1 से जो हमें बैकलिंक मिला हो वो उतना क्वालिटी बैकलिंक ना हो, X3 से जो हमें बैकलिंक मिला हो वो काफी क्वालिटी बैकलिंक हो, X4 से जो हमें बैकलिंक मिला हो वो एक क्वालिटी बैकलिंक ना हो। तो ये हो सकता है, ये एक अलग चीज है कि हमारे बैकलिंक्स किन किन वेबसाइट्स के ऊपर बने हैं और उन वेबसाइट्स की अपनी अथॉरिटी क्या है, या हमारे बैकलिंक्स वहां पर क्वालिटी बैकलिंक्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए, वो एक अलग चीज है। बट गूगल का एल्गोरिदम जो बैकलिंक्स होते हैं उनको वोट ऑफ ट्रस्ट की तरीके से ट्रीट करता है। फाइन, अब एक और सवाल आता है कि क्या बैकलिंक्स कि डायरेक्ट कोई रिलेशन है रैंकिंग से, मतलब अगर बैकलिंक्स ज्यादा हैं या बैकलिंक्स प्रेजेंट हैं तो क्या उन वेब पेजेस की रैंकिंग्स हाई होने की प्रोबेबिलिटी है? क्या ऐसा कभी किसी ने टेस्ट किया हुआ है? क्या ऐसा कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? तो यहां पर मैंने एक बैकलिंकों का एक ग्राफ जो है वो ले रखा है। यहां पर बैकलिंकों की स्टडी के अकॉर्डिंग, बैकलिंकों बोलते हैं कि हमने चेक किया हुआ है कि जिन भी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स ज्यादा हैं,
जैसे यहां पर आप देखो कि जिन भी वेबसाइट के बैकलिंक्स ज्यादा है उनकी जो पोजीशन है उसके हायर होने के चांस। तो यहां पर इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बैकलिंक्स घटते जा रहे हैं वैसे वैसे इधर देख रहे हो आप पोजीशन भी घटती जा रही। तो देयर इज को रिलेशनशिप बिटवीन दिस एवरेज नंबर ऑफ बैकलिंक्स एंड गूगल पोजीशन। मतलब बैकलिंक्स के नंबर्स जो है वो गूगल की पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी मैं यहां पर केवल ये मान के चल रहा हूं कि हम एक अच्छे या एवरेज टाइप ऑफ बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं। हम यहां पर जो अच्छे बैकलिंक्स नहीं होते हैं, जो बैड बैकलिंक्स है, उनकी बात नहीं करें, क्योंकि अगर आप बैड बैकलिंक्स की बात करोगे, आपने खराब बैकलिंक्स बना दिए, तो उनके कितने भी हाई नंबर होना वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी रैंकिंग्स को इंप्रूव करे। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि अगर अच्छे बैकलिंक्स हैं और अच्छे बैकलिंक्स की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, अच्छे बैकलिंक्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो गूगल की रैंकिंग है वो भी इंप्रूव होगी। एंड इट इज प्रूवन एज यू कैन सी ओवर हियर, जैसा बैकलिंकों ने दिखाया हुआ है। ठीक है, यहां पर बैकलिंक से रिलेटेड एक और मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। बैकलिंक्स ना, जो गूगल का ओरिजिनल एल्गो था पेज रैंक, उसके फाउंडेशन थे। मतलब गूगल में पेजेस किस तरीके से रैंक होंगे, रैंकिंग किस तरीके से मिलेगी, ऑर्गेनिक रैंकिंग किस तरीके से मिलेगी, ये एल्गोरिदम वाइज डिसाइड होता था स्टार्टिंग में बैकलिंक से ही। मतलब हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स मतलब ज्यादा रैंकिंग, ये गूगल के एल्गोरिदम में फिक्स था। अगर आपकी वेबसाइट को, आपके पेज को बहुत ज्यादा बैकलिंक्स मिल गए ना, तो आपको रैंकिंग मिल जाएगी। इसी तरीके से एल्गोरिदम ही डिजाइन था। और यहां पर अगर आप देखोगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। फरवरी 24, 2020 को एक क्वेश्चन किया यहां पर कि क्या अभी भी आप पेज रैंक को यूज करते हैं। मतलब जॉन मुलर साहब से क्वेश्चन किया गया, आप बोल सकते हो कि गूगल से क्वेश्चन किया गया कि क्या गूगल आज भी पेज रैंक को यूज करता है, जहां पर बैकलिंक केवल और केवल फैक्टर थे। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि गूगल बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेता था और उसके बाद आपकी वेबसाइट को रैंक कराता था। ऐसा नहीं था, बैकलिंक्स वर द प्राइमरी फैक्टर। तो इसलिए ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहां पर जॉन मुलर साहब का जो रिप्लाई है वो आप देखो यहां पर, यस वी डू यूज पेज रैंक इंटरनली। आज भी पेज रैंक को ये यूज करते हैं। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस है। बट इन्होंने यहां पर लिखा हुआ इंटरनली अमंग मेनी मेनी अदर सिग्नल्स। यहां पर इन्होंने ये चीज भी बताई कि देखो भाई, अब बैकलिंक ही केवल एक फैक्टर नहीं है। पहले जब एल्गोरिदम बना था, जब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में किस टाइप से रैंकिंग होगी उसके एल्गोरिदम बने थे, तो उस पर्टिकुलर केस में स्टार्टिंग में तो बैकलिंक प्राइमरी था, बट अभी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट क्वाइट द सेम एज द ओरिजिनल पेपर, देयर आर लॉट ऑफ क्वर्क्स। ठीक है, जैसे डिसअवाउड लिंक्स, इग्नोर्ड लिंक्स, एंड अगेन वी यूज अ लॉट ऑफ अदर सिग्नल्स दैट कैन बी मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आप सीधे बैकलिंक बनाने के ऊपर लग जाओ, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। और इन्होंने जो सवाल किया था वो इसी चीज से रिलेटेड था, समझना चाहते थे कि बैकलिंक्स की आज के भी टाइम में कितनी इंपॉर्टेंस। देखो, बैकलिंक्स को लेकर ना मैथमेटिकली कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई बैकलिंक्स का रैंकिंग में 20% रोल है या 30% रोल है, तो ये जस्टिफाई कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं बैकलिंक की बात कर भी दूं तो फिर वो एक गुड बैकलिंक है या बैड बैकलिंक है। अगर एक बेहतर बैकलिंक है तो उसका कितना रोल होगा, अगर एक सॉलिड बैकलिंक है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। तो इतने सारे वेरिएबल्स है ना कि इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता कि बैकलिंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है रैंकिंग में। बट ये बात श्योर है, 200% श्योर है कि आज के टाइम में भी अच्छे बैकलिंक्स एक सिग्नल है, एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है गूगल के एल्गोरिदम के लिए, जो आपकी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। फाइन, तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से एक और चीज निकल के आती है कि सारे बैकलिंक्स एक जैसे नहीं होते। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जैसे मान के चलते हैं ये आपकी वेबसाइट है a.com/a, और इस वेबसाइट को एक बैकलिंक मिला हुआ है b.com से, एक बैकलिंक मिला हुआ है c.com से, एक बैकलिंक मिला हुआ है d.com से। तो हो सकता है b.com से जो बैकलिंक मिला हुआ है उसको गूगल कंसिडर करे, बट c.com से जो बैकलिंक मिला हुआ है उसको गूगल कंसीडर ना करे। या हो सकता है b.com से जो आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिला हुआ है उसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को गूगल कुछ वेटेज दे, या इस बैकलिंक को कुछ वेटेज दे गूगल, और इस बैकलिंक को वेटेज कुछ गूगल ना दे। अगर मैं स्कोर के टर्म्स में बात करूं तो हो सकता है कि 10 में से अगर गूगल नंबर दे रहा है तो इसको देता है 8 नंबर और इसको देता है 5 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर या कुछ भी।
मान के चलते हैं। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि सारे बैकलिंक्स एक जैसे नहीं होते। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट के लिए 10 बैकलिंक्स बनाए तो 10 के 10 बैकलिंक्स सेम वैल्यू कैरी करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कुछ बैकलिंक्स बहुत अच्छी वैल्यू कैरी कर रहे हो, कुछ बैकलिंक्स बहुत खराब वैल्यू कैरी कर रहे हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुड और बैड बैकलिंक्स भी होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें तो यह पहले समझना है कि आखिर गुड बैकलिंक की डेफिनेशन क्या है। अगर हमारी वेबसाइट का बैकलिंक किसी वेबसाइट के ऊपर है तो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जब हम बोलेंगे कि ये वाला जो हमारा बैकलिंक है ये गुड बैकलिंक है। देखो, सबसे पहला फैक्टर जो है गुड बैकलिंक का वो है रिलेवेंसी। रिलेवेंसी का मतलब ये है कि फिर से मान के यही चल रहे हैं हम लोग कि a.com/a ये हमारा एक वेब पेज है और इसका बैकलिंक एक बना हुआ है बी के ऊपर और इसका बैकलिंक बना हुआ है सी के ऊपर, इसका बैकलिंक बना हुआ है डी के ऊपर। अब ये वाली वेबसाइट हमारी न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट है, ये वाली जो हमारी वेबसाइट है ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, ये वाली जो हमारी वेबसाइट है लेट्स से ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये वाली जो हमारी वेबसाइट है वो न्यूज से रिलेटेड। तो अगर हमें हमारी ही टाइप की वेबसाइट से या हमारे ही टाइप का कंटेंट जिन वेबसाइट्स के ऊपर है उन वेबसाइट से अगर हमें बैकलिंक मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो हमारे बैकलिंक की रेलेवेंसी है वो काफी हाई है। देखो, गूगल भी इस बात को वेटेज देता है कि अगर आपको कहीं से रिकमेंडेशन मिल रही है तो आप ही के निश की वेबसाइट से आपको रिकमेंडेशन मिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं यहां पर। जैसे कोई एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट है, अगर मैं एज अ ट्रेनर उसको रिकमेंड करूं तो वैल्यू है। बट वहीं पर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है जो लेट्स से फिजिक्स सब्जेक्ट का है और मैं उसको रिकमेंड करूं तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई मेरा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं फिजिक्स। तो बात आपको समझ में आई ना कि रेलेवेंसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपकी वेबसाइट का बैकलिंक ऐसी वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, ऐसे वेब पेज के ऊपर बना हुआ है जिसका कंटेंट आपके वेबसाइट के कंटेंट से मैच करता है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही जैसी वेबसाइट होनी चाहिए या बिल्कुल एक जैसी वेबसाइट होनी चाहिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब दूसरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की होनी चाहिए, उसी से हमें बैकलिंक लेना है, ऐसा नहीं है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग हो सकता है कोई आईटी सर्विसेज से रिलेटेड ब्लॉग हो और वहां से भी अगर मुझे बैकलिंक मिल जाता है तो वो भी ठीक है, वो भी गड़बड़ नहीं है। बट रिलेवेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि इररिलेवेंट जगह से हमें बैकलिंक मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज रिलेवेंसी। और अगर रिलेवेंसी रहती है विच मींस दैट कि आपका जो एक बैकलिंक है वो एक बेहतर बैकलिंक है, गुड बैकलिंक है। सेकंड इज यूनिकनेस ऑफ बैकलिंक फ्रॉम डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये आपके फ्रेंड की वेबसाइट है a.com/a, ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट है b.com/b। आपको यहां से एक बैकलिंक मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस डोमेन से हमें a.com डोमेन से हमें एक बैकलिंक मिल गया +1। अब यहां पर आपने क्या किया, a.com/b एक और पेज बनवा दिया, ठीक है, a.com/b नाम से, और यहां से भी आपने एक बैकलिंक ले लिया। तो अब आपके इस डोमेन से कितने बैकलिंक हो गए, +2, ठीक है, 2 बैकलिंक हो। तो यहां तो आपके टोटल नंबर ऑफ 2 बैकलिंक्स हो गए, बट वो दोनों बैकलिंक्स जो थे वो थे हमारे सेम डोमेन से। तो आपको लग रहा होगा अरे बड़ा अच्छा काम हुआ, 2 बैकलिंक्स हमने बना लिए। बट एक्चुअली गूगल की नजर में अगर आप सेम डोमेन से काफी ज्यादा बैकलिंक्स जो है वो बनाते हैं तो आपकी जो बैकलिंक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। मतलब शुरुआत में जो आपने 1-2 बैकलिंक्स बनाए इस डोमेन के ऊपर, ठीक है, उनकी तो वैल्यू आपको मिल गई, बट उसके बाद अगर आप बार बार इन्हीं डोमेन से, इसी डोमेन से अगर आप ले रहे हैं बैकलिंक तो गूगल को लगेगा कि भाई बार बार एक ही बंदा रिकमेंड कर रहा है, भाई वही स्टूडेंट वाला एग्जांपल, वो मेरे पास आता है, मैं उसको रिकमेंडेशन दे देता हूं, अगली बार फिर वो आता है मेरे पास, मैं फिर से मैं ही रिकमेंडेशन दे रहा हूं। भाई उसके जो जज है वो उससे बोल रहे हैं कि भाई 10 लोगों की रिकमेंडेशन लेकर आओ, वो हर बार मेरी रिकमेंडेशन लेकर चला जाता है। तो एक बार या 2 बार तो जज मेरी रिकमेंडेशन सुनेंगे, उसके बाद जज मेरी रिकमेंडेशन नहीं सुनेंगे, बोलेंगे उससे कि भाई तुम एक ही पर्सन की बार बार रिकमेंडेशन लेकर आ रहे हो, एक ही पर्सन तुमसे खुश है, वही तुम्हारी बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, तो इससे क्या होगा। तो सेम इज हेयर ऑल्सो, सेम डोमेन से अगर आपको बार बार बैकलिंक्स मिलते हैं तो ट्रस्ट मी जो बाकी के बैकलिंक्स हैं वो उतनी वैल्यू नहीं कैरी करते हैं जितने स्टार्टिंग के जो बैकलिंक्स हैं वो कैरी करते हैं। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो है वो नेचुरल प्लेसमेंट ऑफ बैकलिंक्स। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लगे यहां भी बैकलिंक्स डाल दिया, उसके नीचे भी बैकलिंक्स डाल दिया, उसके नीचे भी डाल दिया, ठीक है।
बैकलिंक का जो प्लेसमेंट है ना वो नेचुरल होना चाहिए, एक स्टेटमेंट के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जबरदस्ती प्लेसमेंट कर दिया, कहीं पर भी बैकलिंक बस प्लेस करना था बैकलिंक पूरे पेज के कंटेंट में, तो कहीं पर भी पेस्ट कर दिया गया है, उसका कोई लॉजिक नहीं है पेस्ट करने का, है ना। जैसे यहां पर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, मैं एक बार फिर से इंडिया टाइम्स ओपन कर लेता हूं। ये देखो यहां पर, इफ यू हैव एंड फाइनलाइज्ड द डिसीजन टू ऑप्ट फॉर अ कार इंश्योरेंस प्लान, तो बड़ा नेचुरल लग रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपना बैकलिंक कहीं भी रख देता हूं, इसे यहां भी रख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अपना बैकलिंक बनाए दे रहा हूं, तो ये वाला जो हमारा बैकलिंक बन रहा है ये नेचुरल नहीं है ना, नेचुरल नहीं है। ये ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती का बनाया हुआ बैकलिंक है, जो कि गूगल को पसंद नहीं है। रिच एंकर टेक्स्ट, जैसे यहां पर जो कंटेंट है मैं इनके ऊपर अपना बैकलिंक बना दूं, मैं इसको एंकर टेक्स्ट बना दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूं इसको, जैसे ये, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं, तो ये कोई नेचुरल टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट तो है नहीं, है ना, ये तो जबरदस्ती का कुछ भी बनाया हुआ एंकर टेक्स्ट है। तो आपको देखना है कि जो आपके एंकर टेक्स्ट है वो भी रिलेवेंट हो। फाइन, तो ये चौथा पॉइंट है जो एक गुड बैकलिंक की कैरेक्टरिस्टिक में होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, बैकलिंक कैन ऑल्सो सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको वेटेज नहीं देते हैं, इसको नहीं समझते, वो सोचते हैं केवल बैकलिंक हमारे यूजर के लिए। नहीं, आप ये सोचो कि अगर आपका बैकलिंक किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर बन जाए जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां से जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, विच मींस दैट कि वो वेबसाइट पहले से अथॉरिटी वेबसाइट है या एक अच्छी वेबसाइट है। तो अगर आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक मिल रहा है पहले से ही एक ठीक ठाक वेबसाइट से, तो वो और भी अच्छी चीज है। तो अगर आपकी वेबसाइट को किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है जो अथॉरिटी वेबसाइट है, जो जेन्युइन वेबसाइट है और जिसके ऊपर ट्रैफिक है, तो आपका भी बैकलिंक एक तरीके से गुड बैकलिंक होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करूंगा क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। बट जब आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो तरीके के बैकलिंक्स क्रिएट करने के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक आपके होते हैं डू फॉलो और एक होते हैं आपके नो फॉलो। जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल को स्टडी कर रहे होंगे, कई बार ऐसा होगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं। बैकलिंक प्रोफाइल क्या होती है? बैकलिंक प्रोफाइल का मतलब है, जैसे आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है C.com और उनकी वेबसाइट के ऊपर 500 बैकलिंक्स है, तो वो जो बैकलिंक की डेटा होती है ना, दैट इज एक्चुअली बैकलिंक प्रोफाइल। जैसे हमारी वेबसाइट है, अगर मैं बात करूं कि हमारी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल क्या है या कैसी है, तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं, किन वेबसाइट से हमें बैकलिंक्स मिले हुए हैं, जो बैकलिंक्स हमें मिले हुए हैं उनमें डू फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं, ये सारी हमारी बैकलिंक्स प्रोफाइल होती है। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल को स्टडी कर रहे होंगे तब भी आप देखेंगे कि वहां पर लिखा होगा कि टोटल जैसे 1000 बैकलिंक्स, उसमें से 600 बैकलिंक्स जो है वो डू फॉलो हैं, 400 जो बैकलिंक्स हैं वो नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। तो ये डू फॉलो और नो फॉलो आर बेसिकली टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। तो जब कभी भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करने जाएंगे आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितने डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने और कितने नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बेसिक फाउंडेशन ऑफ बैकलिंक्स की। आज के टाइम में क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स नहीं मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स मैटर करती है। अगर क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स के साथ क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स आपने मेंटेन कर ली तो सोने पे सुहागा है। देखो, कोई भी चीज ज्यादा बुरी नहीं है, बट अगर वो ठीक नहीं है तो ज्यादा बुरी है। मतलब अगर बैड बैकलिंक्स हैं और बनाते चले जा रहे हो तो बुरा है। अगर गुड बैकलिंक्स है तो ज्यादा बनाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? मतलब अच्छे बैकलिंक्स आप ज्यादा बनाओ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आई अग्री टोटली ऑन दैट। बट मैं एक और पॉइंट यहां पर बोलता हूं कि आप क्वालिटी तो मेंटेन रखो ही, बट क्वांटिटी से भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे बैकलिंक्स मिल रहे हैं और हाई नंबर ऑफ बैकलिंक्स मिल रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बाद में आपको कोई जो बीट करने आएगा ना, उसके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो इतनी आसानी से आपको बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके बैकलिंक्स की अथॉरिटी भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ जो आपके नंबर ऑफ बैकलिंक्स है वो भी बहुत ज्यादा है। तो उसको आपको आउट रैंक करने में आपके ही जैसे पावरफुल बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो आपको आउट रैंक कर पाएगा। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स जो है वो समझ में आई होंगी। और एक और जो पॉइंट था यहाँ पर, जो सबसे लास्ट पॉइंट था यहाँ पर, वो था हमारा, क्या आज के टाइम में हमें बैकलिंक्स की जरूरत है? यस, आज के टाइम में भी आपको बैकलिंक्स की जरूरत है। दूसरा सवाल, सर क्या हम बिना बैकलिंक के अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं? यस, बिल्कुल रैंक करा सकते हैं। देखो, मान के चलते हैं कि आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर, ऐसी क्वेरी के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो जिसके ऊपर कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आप केवल ऑन पेज का कंटेंट लिखोगे और वो रैंक हो जाएगा।
ठीक है, जितना टाइम लगेगा इंडेक्स होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद जब आपका जो पेज है वो इंडेक्स हो जाएगा तो वो रैंक हो जाएगा, आपको बैकलिंक की जरूरत ही नहीं। अब मान के चलते हैं जो आपने ऑन पेज किया वो सॉलिड ऑन पेज किया, ठीक है। अब एक दूसरा कॉम्पिटिटर भी आ गया, और कॉम्पिटिटर जब आया और उसने भी आप ही की जो कीवर्ड था उसी को टारगेट करके उसने कंटेंट लिखा, उसने भी जबरदस्त कंटेंट लिखा। अब उसने 10 बैकलिंक्स भी बना दिया, आपके जैसा ऑन पेज किया, टक्कर का ऑन पेज किया और 10 बैकलिंक भी बना दिए। तो अब आप बताओ क्या आपकी रैंकिंग जो है वो मेंटेन रहेगी? नहीं, आपकी रैंकिंग मेंटेन नहीं रहेगी, आपकी जो रैंकिंग है फॉल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बैकलिंक्स भी आ गए, वो उसको पुश कर देंगे और उसकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, अगर आपने 25, उसने 10 बनाए थे, आपने 25 बैकलिंक्स बना दिए, क्वालिटी बैकलिंक्स मैं यहां बात कर रहा हूं, यहां पर जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, नंबर का सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि आपने उससे ज्यादा क्वालिटी के बैकलिंक्स अगर आपने बना दिए तो आप उसको बीट कर जाओगे। तो बात समझ में आ रही, कंपटीशन विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स किस तरीके से चल रहा है। तो अब फिर से अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या वेबसाइट को रैंक कराने में बैकलिंक्स की जरूरत है? हाँ, वेबसाइट को रैंक कराने में भी बैकलिंक्स की जरूरत है, और वेबसाइट की रैंकिंग को मेंटेन रखने में भी बैकलिंक्स की जरूरत है, क्योंकि पीछे वाला जो बंदा है ना वो भी बैकलिंक्स बनाते आ रहा है, वो भी क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते जा रहा है, वो भी ऑन पेज करते जा रहा है, वो भी ऑफ पेज करते जा रहा है। तो अगर आप रुक गए ना तो वो आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। यही होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, कि अगर वो एफर्ट करता जा रहा है तो आपको एक ना एक दिन वो ओवरटेक कर देगा। तो आई बिलीव बहुत सारे कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स आपको समझ में आ गए होंगे, बेसिक फाउंडेशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि बैकलिंक्स आज से नहीं है, जब से गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स बनाए हैं रैंकिंग के लिए, तब से बैकलिंक्स एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ठीक है। बट कंफ्यूजन क्यों होता है हमें? क्योंकि हम लोग बैकलिंक बनाने की प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, हम लोग बैकलिंक्स के बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते। ये सब हम समझते ही नहीं है कि कितने तरीके के बैकलिंक्स होते हैं। बहुत सारे लोग तो डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स को ही नहीं समझना चाहते, वो सीधे ये समझना चाहते हैं कि किस टाइप से ना उनको बैकलिंक बनाने की स्ट्रैटेजी बता दी जाए, और जब उनको बैकलिंक बनाने की स्ट्रैटेजी पता चल जाए बस वो बैकलिंक बनाते जाएं और उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक होती जाए। फिर कोई अपडेट आएगी ये किसी बैकलिंक से रिलेटेड और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप फिर से नए तरीके ढूंढने लगोगे कि अब मैं क्या करूं, किस टाइप के बैकलिंक बनाऊं जो हमारी वेबसाइट रैंक हो। तो जरूरी है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले हम कवर कर लें। बैकलिंक बनाने की प्रोसेस तो आप ऐसे भी सीख जाओगे, वो तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, कोई इतने टफ नहीं होते। दोस्तों आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट बेसिक मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं विद रिगार्ड्स टू डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो इन 4-5 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। मैं एक एक करके पॉइंट्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं कि आखिर ये डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन से बैकलिंक्स को क्रिएट करना चाहिए, हमें डू फॉलो बैकलिंक्स की तरफ जाना चाहिए या हमें नो फॉलो बैकलिंक्स की तरफ जाना चाहिए, कौन से ऐसे बैकलिंक्स हैं जो रैंकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जहां हम एसईओ की बात कर रहे हैं ना, सीधा सा मुद्दा यह है कि किस टाइप के हम बैकलिंक्स बनाए जिनसे हमें रैंकिंग में हेल्प मिले। थर्ड जो पॉइंट है विच हैज मोर वैल्यू फॉर एसईओ, एंड फोर्थ जो पॉइंट है हाउ मेनी डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स टू क्रिएट। मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो कितने नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर कितने नंबर ऑफ नो फॉलो बैकलिंक्स होने चाहिए। क्या हमें केवल और केवल डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाने चाहिए, नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें केवल और केवल नो फॉलो बैकलिंक्स ही बनानी चाहिए, डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें कॉम्पिटिटर के जो बैकलिंक की प्रोफाइल है यानी उसके जो डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स है उनको फॉलो करना चाहिए? क्या हमें हमारी कोई प्रोफाइल बनानी चाहिए इस टाइप की कि हम 50% ही डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे, 50% ही नो फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे? क्या इस टाइप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें हमारे बैकलिंक स्ट्रैटेजी में डिवाइस करने चाहिए, बैकलिंक स्ट्रैटेजी के लिए बना के रखनी चाहिए? इन सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है विद रिगार्ड्स टू बैकलिंक्स एंड विद रिगार्ड्स टू डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक और चीज मैं आपको स्टार्टिंग में यहां पर क्लियर कर देता हूं, वो ये है पिछले कुछ वीडियोस की अगर मैं बात करूं जो इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर मैंने बैकलिंक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाए हुए हैं। एक तो इससे जस्ट पहले वाला अगर वीडियो आप देखोगे तो वहां पर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बैकलिंक्स को डिस्कस किया है कि एक्चुअली एक बैकलिंक क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आए तो प्लीज वो वाला वीडियो भी पहले आप देख लीजिएगा, फिर ये वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने इससे पहले जो है वो डीएपीए का भी डिस्कशन किया हुआ था 2-3 वीडियोस पहले। अगर आप जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में तो आप देखेंगे डीएपीए
वाला जो एक वीडियो था वो भी बैकलिंक से ही रिलेटेड है कि जब हम लोग अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करने जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं उसका जो डीए है, डोमेन अथॉरिटी है, या जो पेज अथॉरिटी है जिस पेज से हमें बैकलिंक मिल रहा है वो कितनी है और उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो इस रिगार्ड्स में मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने स्पैम स्कोर की भी बात करी थी और वो भी कुछ हद तक जो है वो बैकलिंक से ही रिलेटेड है। तो 3-4 वीडियोस हम लोग बैकलिंक से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स दैट वी कैन एक्चुअली क्रिएट। तो अगर मैं डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं इनकी बात करूं सीधे सीधे, सबसे पहले इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये जो आपके हाइपरलिंक बनाने का सिंटेक्स होता है, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए जो आपका HTML कोड है, ये HTML टैग जो है हाइपरलिंक को क्रिएट करने का, एक लिंक को क्रिएट करने का, इसमें आप देख सकते हो यहां पर हमारी जो वेबसाइट है उसका जो है एड्रेस वो मेंशन है और साथ ही साथ यहां पर हमारा एंकर टेक्स्ट है। तो अगर यहां पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है और रिलेशन नो फॉलो नहीं दिख रहा है तो आप ये बात समझ जाइए कि ये डू फॉलो बैकलिंक है और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। वहीं पर अगर आप देखते हो कि जो आपके बैकलिंक का सिंटेक्स है उसके अंदर अगर आपको रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो इस टाइप से दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये एक नो फॉलो बैकलिंक है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे चेक करें सर, इंटरनेट के ऊपर तो बहुत सारे बैकलिंक्स, आपने ये तो दिखा दिया था हमें कि बैकलिंक्स किस तरीके से दिखते हैं हमें और उनका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, वो कुछ इस टाइप से है। बट अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाला बैकलिंक डू फॉलो है या ये वाला बैकलिंक नो फॉलो, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सबसे सिंपल जो तरीका है वो तो ये है कि जो भी लिंक आपको इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेब पेज के ऊपर दिखता है उसके ऊपर जाएं आप सिंपली, और वहां पर जाने के बाद आप उस लिंक पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद जब आप उसका कोड देखेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद जब आप उसका कोड देखेंगे तो वहां पर आपको इस टाइप से कोड दिख जाएगा उस लिंक का। अगर वहां पर आपको रिलेशन इक्वल टू नो फॉलो दिख रहा है समझ जाइए नो फॉलो बैकलिंक है, और अगर आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए एक डू फॉलो बैकलिंक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर स्पेशली वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपको डू फॉलो बैकलिंक जो है वो देखने को मिलता है, बाद में उसको जो है नो फॉलो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे कि आपको यहां पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा और इसका मतलब यह है कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक है। ये तो डिफरेंस हो गया कि डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स किस तरीके से दिखते हैं और अगर हमें चेक करना है तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास आज के टाइम में क्रोम की बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। उस एक्सटेंशंस को अगर आप इंस्टॉल कर लोगे अपने क्रोम ब्राउजर में तो वो एक्सटेंशंस आपको प्रेडिक्ट करके बता देंगे या आपके वेब पेज के ऊपर हाईलाइट करके आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर कितने डू फॉलो बैकलिंक्स है और कितने नो फॉलो बैकलिंक्स है। देखो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस के ऊपर रिलाई करता नहीं हूं, मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस को यूज करना पसंद है नहीं क्योंकि वो थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस होते हैं और मैं बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी चीजों को नहीं यूज करता हूं। जो कुछ फेमस एक्सटेंशंस है मैं उन्हीं को यूज करता हूं और इस टाइप के डू फॉलो नो फॉलो को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस आज के टाइम में अवेलेबल हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा एक्सटेंशंस वाली चीज पर्सनली क्योंकि मैं उसको नहीं यूज करता हूं बहुत ज्यादा। अगर आपको फिर भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं, देखो इसमें कोई रिस्क नहीं है, बट फिर भी मेरा ये नेचर है मैं बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस नहीं यूज करता हूं। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मैनुअली चेक कर सकते हैं तो आप मैनुअली उस चीज को चेक कर लीजिए। अब फंडा ये आता है कि सर ये तो आपने बता दिया कि ये दोनों चीजें दिखती किस तरीके से और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो वो बात हो गई, बट आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। अब इसको यहां से आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो एक्चुअली जो बैकलिंक होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है और इसका कोई एक वेब पेज है, मान लिया ये हमारा वेब पेज है और मैंने इसका नाम दिया वेब पेज 1, ये हमारा एक वेब पेज है। अब इसका जो एक बैकलिंक है वो यहां पर मेंशन है, ये मैं मान के चल रहा हूं एक दूसरा वेब पेज है वेब पेज X, यहां पर एक बैकलिंक मेंशन है और यहां पर ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक, मतलब इस वाले पेज का बैकलिंक यहां पर मेंशन है और ये कौन सा बैकलिंक है भाई, ये एक डू फॉलो बैकलिंक है। तो इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, देखो यहां पर इस पेज के ऊपर दो चीजें आती हैं, एक तो क्रॉलर भी आता है और एक तो यूजर भी आता है। तो यहां पर अगर कोई डू फॉलो बैकलिंक मेंशन है तो वो यूजर यहां पर आएगा, यूजर को लिंक दिखेगा और यूजर इस लिंक से यहां पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। ये तो पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब क्रॉलर इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएगा और वो देखेगा यहां पर एक बैकलिंक अवेलेबल है तो वो बैकलिंक को जब स्टडी करेगा तो देखेगा कि ये एक डू फॉलो बैकलिंक है। और डू फॉलो बैकलिंक का मतलब ये होता है कि हम क्रॉलर से बोल रहे हैं कि इसको फॉलो करो, तो वो इसको फॉलो करके इस वाले पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी जाएगा, यानी कि वो उसको फॉलो करता है और जो भी लिंक यहां पर मेंशन होता है उस पेज के ऊपर जाकर उस पेज को भी क्रॉल करेगा, उस पेज के भी कंटेंट को रीड करेगा। वहीं पर अगर यहां पर नो फॉलो बैकलिंक होता, इसका मतलब यह है कि अगर क्रॉलर आएगा इस नो फॉलो बैकलिंक के ऊपर तो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो लिंक तो आइडेंटिफाई कर लेगा, वो अपने डेटाबेस में इस चीज को तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि देयर इज अ वेब पेज WP1 जिसका जो बैकलिंक है वो यहां बना हुआ है और
तभी तो उसको समझ पाएगा ना कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट के कितने डू फॉलो बैकलिंक बने, कितने नो फॉलो बैकलिंक बने। तो ऐसा नहीं कि वो नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नो फॉलो बैकलिंक है, बट द पॉइंट इज कि वो उसको क्रॉल करके इस पेज के ऊपर जाता नहीं है और इस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। बट यहां पर ये बात गूगल कहता था, ठीक है, इस बात को समझना। गूगल पहले ये कहता था कि भाई क्रॉलर जो है हमारा, वो अगर कोई नो फॉलो बैकलिंक को आइडेंटिफाई करता है तो नो फॉलो बैकलिंक का मतलब यह है कि वो उसको फॉलो नहीं करेगा और फॉलो नहीं करने के बाद वो इस पेज के ऊपर नहीं जाएगा। बट गूगल ये भी कहता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि वो फॉलो नहीं करता है, बट कुछ केसेस में वो फॉलो भी कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बात को समझने में कि नो फॉलो बैकलिंक्स को गूगल फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। गूगल का क्या कहना है कि मेजर केसेस में हम नो फॉलो बैकलिंक्स को फॉलो नहीं करते। अगर नो फॉलो बैकलिंक्स है तो उसको फॉलो करके हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट के कंटेंट के बारे में, इस वेबसाइट के कंटेंट के बारे में, इस बैकलिंक के थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसको हम हिंट की तरीके से यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इस पेज को बाद में क्रॉल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम इस पेज को बाद में क्रॉल कर सकते हैं, बट इनिशियली जो मेजर चीज है वो ये है कि भाई ज्यादातर केसेस में हम नो फॉलो बैकलिंक्स से किसी भी पेज को क्रॉल नहीं करते। अब यहां पर बात समझने की कोशिश करो, ये केवल एक ही बात हुई है कि गूगल का क्रॉलर उसको क्रॉल करेगा या नहीं करेगा, बट जैसा मैंने बताया आपको कि गूगल का अब आज के टाइम में ये मानना है कि नो फॉलो बैकलिंक से भी हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, हमें कुछ हिंट्स मिलती हैं, तो उसके बेसिस पर भी वो उस पेज तक पहुंच सकता है, ठीक है। बट मेजरली वो क्या बोलता है कि मेजरली हम उसको क्रॉल नहीं करते, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर कोई भी लिंक किसी भी वेब पेज के ऊपर डू फॉलो लिंक होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये निकल के आता है। मान लिया यहीं पर मैं उसी केस को बना रहा हूं, यहां पर हमारी वेबसाइट 1 है या वेब पेज 1 है और यहां पर हमारे पास एक दूसरा पेज है जिसके ऊपर इसका जो बैकलिंक है वो प्रेजेंट है और ये बैकलिंक जो है वो डू फॉलो है। तो एक तो ये बात हो गई कि इसको क्रॉल करेगा या नहीं करेगा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि भाई मान के चलो आपकी इस पेज की भी अपनी कुछ अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब यहां पर हो गया इस पेज की भी अपनी कुछ वैल्यू है। इसी को हम लोग बोलते हैं इस पेज का भी अपना कुछ लिंक जूस है। इसी को हम लोग बोलते हैं इस पेज की अपनी कुछ पेज अथॉरिटी है। कुछ भी आप बोल लो, यहां पर हम सीधे से बात ये कर रहे हैं कि इस पेज की अपनी कुछ वैल्यू है। फाइन, अगर कोई डू फॉलो बैकलिंक यहां पर प्रेजेंट होता है तो इसके साथ ये वैल्यू भी यहां से यहां ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो वैल्यू भी यहां ट्रांसफर होती है। बट अगर ये नो फॉलो है तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां से यहां कोई वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगी। अब डिफरेंस इसका समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, वैल्यू ट्रांसफर होने का मतलब क्या है। देखो, यहां पर मान के चलते हैं 2 ट्रेनर्स हैं, ठीक है, 2 ट्रेनर्स हम मान के चलते हैं, एक नया ट्रेनर है और एक बहुत ही पुराना ट्रेनर है, बहुत ही सीनियर ट्रेनर है, ठीक है। ये एग्जांपल लेकर एक स्टूडेंट आता है, उसको एक नया ट्रेनर जो है वो रिकमेंडेशन देता है, उसको एक नया ट्रेनर रिकमेंडेशन देता है कि भाई ये एक स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है। फाइन, तो अब इस बात को समझो कि वो एक नया ट्रेनर भी उसको रिकमेंडेशन दे रहा है, एक पुराना ट्रेनर भी उसको रिकमेंडेशन दे रहा है। अब किसकी रिकमेंडेशन ज्यादा वैल्यूएबल होगी, किसकी रिकमेंडेशन ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी उस स्टूडेंट के लिए? आप बोलोगे कि वो जो पुराना वाला ट्रेनर है, पुराना वाला टीचर है, उसकी रिकमेंडेशन ज्यादा अच्छी मानी जाएगी क्योंकि वो पुराना है, उसने अच्छे तरीके से उसको समझा होगा और वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इसलिए हम उसकी रिकमेंडेशन मानेंगे। सेम चीज यहां पर भी होती है। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये वेबसाइट ज्यादा पुरानी वेबसाइट है तो इसकी अपनी जो अथॉरिटी है वो काफी अच्छी होगी। तो अगर हमें किसी बहुत अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है जिसकी अपनी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, जो हमारी ही वेबसाइट की निश में, मतलब अगर मैं कंटेंट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट बनाता हूं तो यहां पर भी जो कंटेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट है। इस पेज पे भी डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, इस पे भी, या इस पे भी डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, यहां पर भी आईटी एजुकेशन के अराउंड है, ठीक है। तो निश है, सिमिलर निश है, सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट है। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये काफी पुरानी वेबसाइट है और यहां से ये लिंक क्या है, लिंक तो एक तरीके का रेफरेंस ही है ना, लिंक तो एक तरीका रेफरल ही है। तो यहां से अगर हमें लिंक मिलता है तो यहां से इस लिंक की वजह से, क्योंकि ये इस पुरानी वेबसाइट पे है, इसकी कुछ वैल्यू जो है वो यहां ट्रांसफर होती है। बट नो फॉलो बैकलिंक्स के केस में वो वैल्यू यहां ट्रांसफर नहीं होती। मतलब नो फॉलो में आपको लिंक तो यहां मिल गया, क्रॉलर आ भी गया, देख भी लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, एक लिंक है, ठीक है, उसको फॉलो भी नहीं करेगा, बट यहां पर जो डू फॉलो होगा उससे इस पेज की जो वैल्यू है वो भी यहां ट्रांसफर होगी। मतलब मैं बोल रहा हूं कि देखो मैंने इसको रेफरेंस भी दिया और साथ ही साथ मैं इसकी सिफारिश भी लगा रहा हूं। बात समझ में आया? तो दैट इज एक्चुअली डू फॉलो। तो डू फॉलो में क्या आपको समझ में आया? 2 चीजें, कि एक तो वहां से क्रॉलिंग हो सकती है,
क्रॉलिंग मतलब किसकी, यहां पर अगर डू फॉलो है तो डू फॉलो के ऊपर जब क्रॉलर जाएगा तो जिस भी पेज का लिंक होगा उस पेज तक चला जाएगा वो क्रॉलर, तो क्रॉलिंग हो सकती है। सेकंड चीज, यहां से जो लिंक जूस है वो पास होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं विद रिगार्ड्स टू डू फॉलो। अभी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि भाई डू फॉलो हमें बनाने चाहिए या नो फॉलो बनाने चाहिए, कितने डू फॉलो बनाने चाहिए, कितने नो फॉलो बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, वो सब अलग मुद्दा है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या होता है। अब सवाल ये आता है, सर क्या ये शुरुआत से ही गूगल ने इस टाइप से बनाया हुआ था कि जितने भी लिंक्स बनेंगे वो या तो डू फॉलो होंगे या तो नो फॉलो होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। शुरुआत में जितने भी लिंक्स थे वो डू फॉलो लिंक्स थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेज से अगर यहां पर दूसरे पेज के ऊपर डू फॉलो लिंक पहुंच जाता है, ये वाला जो लिंक है वो डू फॉलो पहुंच जाता है और ये काफी पावरफुल वेबसाइट है, तो यहां से जो इसका लिंक जूस है या जो इसकी लिंक वैल्यू है या इस पेज की जो अथॉरिटी है उसका भी एडवांटेज इस पेज को मिलता है, जो कि रैंकिंग में अल्टीमेटली हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। अब एक बात समझो, ये एक वेब पेज है, इसके ऊपर कोई एक कमेंट का सेक्शन है और मैं आया यहां पर और मैंने अपना कमेंट यहां पर डाल दिया, मेरी वेबसाइट बहुत वाहियात वेबसाइट है, पुअर वेबसाइट है, कंटेंट अच्छा नहीं है, स्पैमी टाइप की वेबसाइट है, और मैं आता हूं यहां पर एक बहुत ही पावरफुल वेब पेज है, उसके नीचे एक कमेंट का सेक्शन है, या फिर बहुत ही पावरफुल यहां पर एक ब्लॉग है, उसके नीचे क्या है, एक कमेंट का सेक्शन है। बड़ी आराम से मैं आता हूं और कमेंट के सेक्शन में अपना बैकलिंक यहां पर चिपका देता हूं, और बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो बैकलिंक अगर मैं मान के चलता हूं कि नो फॉलो का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नो फॉलो है ही नहीं दुनिया में, तो वो वाला जो बैकलिंक है वो हमारा कौन सा बैकलिंक बन जाएगा, डू फॉलो। तो इसने क्या मुझे रेफरेंस दिया अपनी तरफ से? नहीं, मेरी वेबसाइट स्पैमी वेबसाइट है, फिर भी मैं जाकर एक अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक बनाकर ले आ रहा हूं। और ये चीज लोगों को समझ में आने लगी कि ऐसे ना अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स लिया जा सकता है। तो क्या गूगल कोई एक्शन नहीं लेगा? क्योंकि अगर अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक ले लेंगी इस टाइप की वेबसाइट जो स्पैमी वेबसाइट है, जो क्वालिटी वेबसाइट नहीं है, जो अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो ये तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर जाएंगी ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर जाएंगी, क्योंकि बैकलिंक्स की वजह से रैंक हो जाएंगी। अगर ये रैंक हो जाएंगी तो क्या ये रैंकिंग जस्टिफाइड है? क्या ये रैंकिंग सही है? नहीं, ये रैंकिंग सही नहीं है। तो गूगल इसके लिए कुछ एक्शन लेगा। तो गूगल ने वही एक्शन लिया 2005 के अराउंड, जब गूगल को समझ में आने लगा कि इस टाइप की बहुत सारे जो कमेंट स्पैमिंग है, ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, जिससे कि जो SARP है वो करप्ट हो रही है और वहां पर बहुत सारे स्पैमी वेबसाइट्स भी रैंक हो रही हैं। और वो इसलिए रैंक हो रही है क्योंकि उन्होंने जुगाड़ करके हाई क्वालिटी वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो कमेंट स्पैम के थ्रू बैकलिंक बना लिया था, इसलिए वो रैंक हो रही। तो गूगल ने कहा देखो भाई, एक काम करते हैं हम लोग, अब एक और टाइप का जो बैकलिंक एट्रीब्यूट है वो हम लेकर आ जाते हैं, विच इज एक्चुअली नो फॉलो टैग। तो नो फॉलो टैग कब इंट्रोड्यूस हुआ? दिन तारीख की बात करें 2005 में। किस लिए? ताकि वो स्पैम बैकलिंक से फाइट किया जा सके। तो ये रीजन था नो फॉलो बैकलिंक्स के आने का, ठीक है। ये सारी जो चीजें आज के टाइम में अगर आप जाते हैं और इन सब जगहों पर अपना बैकलिंक्स बनाते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो बैकलिंक होगा वो बाय डिफॉल्ट ही जो आपका बैकलिंक होगा वो नो फॉलो होगा। मतलब ब्लॉग के कमेंट्स के सेक्शन में आप बना के देख लीजिएगा, जब बहुत सारे ब्लॉग सेक्शन पे जाइए आप और वहां पर जो लोगों ने कमेंट किया हुआ है उनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब उनके जो लिंक्स हैं उनको अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो नो फॉलो है। सोशल मीडिया से अगर आपको लिंक्स मिल रहा है, लिंक्स जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं रिव्यूज की, रिव्यूज इज यूजर जनरेटेड है ना। जैसे ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है और उसके अगर मैं रिव्यूज यहां पर सबमिट कर रहा हूं, तो रिव्यूज क्या वेबसाइट ओनर सबमिट करता है? नहीं, ये तो यूजर जाकर सबमिट करता है। तो विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो जितना भी यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है दैट कम्स अंडर द नो फॉलो, ठीक है। जैसे यहां पर फोरम पोस्ट मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, दे आर जनरली नो फॉलो। तो अभी डिफरेंस समझ में आ गया कि डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मुद्दा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं, एक अच्छी बैकलिंक प्रोफाइल के लिए डू फॉलो एज वेल एज नो फॉलो दोनों की जरूरत पड़ती है। ये मत सोच लेना कि डू फॉलो वैल्यूएबल होते हैं तो केवल इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल वैल्यूएबल होते हैं। 200% ये बात सच है कि डू फॉलो बैकलिंक्स नो फॉलो बैकलिंक से काफी वैल्यूएबल होते हैं, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल और केवल डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनाते जाओगे, नो फॉलो नहीं बनाओगे। ये बात अभी से दिमाग में रख लो। वो एक अलग बात है कि डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या है, कैसे दिखते हैं, कब इंट्रोड्यूस हुए, वो एक अलग चीज है। फाइन। इसके बाद एक मैं आपको यहां पर गूगल का जो सर्च सेंट्रल ब्लॉग है उसकी मैं 2-4 लाइनें आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि गूगल
जो है वो नो फॉलो बैकलिंक्स को बिल्कुल इग्नोर करता है। कई बार आप ये भी देखोगे, हो सकता है अगर आप बहुत पुराने ब्लॉग्स को पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे कि गूगल जो नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं वो यहां पर मेंशन है बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स के ऊपर कि गूगल के नो फॉलो बैकलिंक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ना उनकी कोई एसईओ वैल्यू है, ना उनका कोई एडवांटेज है, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा समझ लो दुनिया में है ही नहीं, वो उनका कोई अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये शुरुआत में था, देखो ये शुरुआत में था, बट बाद में गूगल को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई नो फॉलो बैकलिंक्स भी होते हैं। हर कोई डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं देता या हर वेबसाइट के ऊपर केवल और केवल डू फॉलो बैकलिंक्स हो, ऐसा नहीं है। नो फॉलो बैकलिंक्स का भी एग्जिस्टेंस है। तो गूगल कहता है भाई नो फॉलो बैकलिंक्स भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनसे क्या हम कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते? ले सकते। कुछ हिंट नहीं ले सकते? ले सकते। और उन इंफॉर्मेशन को, उस हिंट को अगर जरूरत पड़ी उस वेबसाइट की रैंकिंग में यूज करने की तो गूगल के सिस्टम्स, एल्गोरिथम्स उसको यूज करेंगे। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं ये जो 2-4 लाइनें लिखी हुई है गूगल की, और ये जो मैंने लाइन उठाई है गूगल की एक ब्लॉग से निकाली हुई है मेरी लाइन। और ये जो आर्टिकल था ये 2019 का था, कोई बहुत ज्यादा पुराना है नहीं। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, when no follow was introduced, Google would not count any link marked this way as a signal to use in our search algorithm। स्टार्टिंग में नहीं था, this has now changed। यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, this has now changed। ये इंपॉर्टेंट है। All the link attributes, sponsored, UGC and no follow are treated as hints about which links to consider or exclude within search। बात समझ में? मतलब सर्च का एल्गोरिथम या गूगल का एल्गोरिथम इनको एज हिंट्स लेता है, कंप्लीटली इग्नोर नहीं करता है। और किसी भी चीज को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद ही समझने की कोशिश करो, किसी भी चीज को अगर गूगल का एल्गोरिथम कंसीडर कर रहा है तो गूगल का एल्गोरिथम अगर किसी भी चीज को कंसीडर करेगा तो उसके बेसिस पर कोई ना कोई चीज तो इफेक्ट होगी ना। तो इसका मतलब नो फॉलो भी कुछ हद तक चीजों को इफेक्ट कर सकते हैं। फाइन। इसके बाद क्या लिखा है, वी विल यूज दिस हिंट अलोंग विद अदर सिग्नल्स एज अ वे टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोप्रिएटली एनालाइज एंड यूज लिंक्स विद इन आवर सिस्टम। तो आई बिलीव अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। इतनी कहानी का अगर मैं सार बताने की कोशिश करूं तो वो ये है, डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं। डू फॉलो जनरली वैल्यूएबल बैकलिंक्स होते हैं, बट नो फॉलो को इग्नोर नहीं कर सकते। गूगल का भी आज मानना है कि गूगल भी नो फॉलो बैकलिंक्स को एज हिंट्स लेता है। वो एक अलग बात है कि जब हम नो फॉलो बैकलिंक्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स ही हमारे बने, क्वालिटी बैकलिंक्स ही बने, नो मैटर वो डू फॉलो या नो फॉलो, एक अलग बात है। बट सही बैकलिंक्स बने, मतलब स्पैमी वेबसाइट पे आप बैकलिंक्स ना बना दो। अब पता चला नो फॉलो ही बैकलिंक्स आप बना रहे हो बट स्पैमी वेबसाइट पे बना रहे हो तो बैकफायर कर ही जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर एक डेटा है जो कि एक ब्लॉग से ली गई है, कुछ एनालिसिस है जो लोगों ने करी हुई है। यहां पर एक एनालिसिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए, बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए। अब जब हमने बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए तो हमारी रैंकिंग कुछ ही टाइम में 19 से लेकर 1 पे पहुंच गई। मतलब 19 पे जो उनका कीवर्ड जो रैंक कर रहा था वो सीधे सीधे पहुंच गया पोजीशन नंबर 1 पे। अब इसको क्या कहा जाए, देखो ये जो लिया गया है ये लिया गया है बैकलिंकों से, ठीक है, बैकलिंकों के एक आर्टिकल से लिया गया। अब इसको आप क्या कह सकते हो भाई, ये बात तो प्रूवन है भाई। यहां पर वो ऑथर बोल रहा है या वहां पर जो जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया वो बोल रहा है कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए तो मैंने देखा कि मेरी रैंकिंग इंप्रूव हुई। इसका मतलब हो सकता है नो फॉलो बैकलिंक्स को गूगल डायरेक्टली नहीं कंसीडर करता है, जो हिंट्स वाला पॉइंट था उसके बेसिस पर गूगल नो फॉलो बैकलिंक्स के बेसिस पर भी आपकी वेबसाइट को कुछ वैल्यू एसोसिएट कर देता है। नो फॉलो बैकलिंक्स डायरेक्टली जिस वेबसाइट के ऊपर मेंशन है वहां से वैल्यू आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं ले जाते हैं, बट गूगल ये तो आइडेंटिफाई कर लेगा ना कि इस वेबसाइट को 100 नो फॉलो बैकलिंक्स मिले या 200 नो फॉलो बैकलिंक्स मिले, तो उसके बेसिस पे जो एडवांटेज आपकी वेबसाइट को मिलना है वो तो मिलेगा, और जो भी एडवांटेज आपको मिलेगा मे बी वो एडवांटेज आपको इनडायरेक्टली आपकी रैंकिंग में अफेक्ट करे। तो अगर आप मेरे से पूछो सीधा सीधा क्वेश्चन कि क्या सर नो फॉलो बैकलिंक्स रैंकिंग को अफेक्ट कर सकते, इसका सीधा सीधा जवाब क्या है, इन सम सिचुएशंस, है ना। इसका सीधा सीधा सवाल जवाब क्या है कि इन सम सिचुएशन। ऐसा नहीं कि हमेशा वो रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, बट इन सम सिचुएशंस वो कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमको देखने को मिला। एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो भी ब्लॉग से निकाला गया यहां पर, ठीक है, और ये भी आपको काफी कंफ्यूज करेगा। देखो यहां पर सर्वे मंकी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि हमने अपने 404 के ऊपर एक लिंक लगा दिया, एक लिंक लगा दिया और ये नो फॉलो लिंक था।
और ये नो फॉलो लिंक था और ये किसी पेज के ऊपर जाता था। भाई ये लिंक है ना, तो किसी पेज का लिंक होगा, तो मान लिया ये पेज 1 के ऊपर जाता था। ये कहना है सर्वे मंकी का। उन्होंने कहा जैसे ही मैंने ये लिंक यहां पर नो फॉलो लिंक मेंशन किया, गूगल का क्रॉलर इस पेज के ऊपर आया, ये वाला पेज भी मेरा इंडेक्स हो गया। अब यहां पर समझो, ये वाला पेज भी मेरा इंडेक्स हो गया, इसका मतलब गूगल ने इस वाले लिंक को फॉलो किया, तो फिर काहे का नो फॉलो। इसका मतलब गूगल कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, उनकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन या वहां से भी बहुत सारी चीजों को वो पिक करता है और उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें करके देता है। फाइन, तो अभी आपको क्लियर हो गया। तीसरा एक और चीज समझ लो यहां पर, ये भी एक बहुत ही पुरानी आरएफ की केस स्टडी है, जिसको मैंने आरएफ के ब्लॉग से निकाला हुआ है। ठीक है, यहां पर आरएफ क्या कह रहा है कि हमने कुछ को रिलेशनशिप बैठाई। देखो, इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स थे किसी भी वेबसाइट के ऊपर, इनके पास तो बहुत सारी डेटा है ना, थोड़ी बहुत तो डेटा है नहीं, तो इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स थे उसके हिसाब से जो हमारी रैंकिंग बन रही है वो ये बन रही है। मान के चलते देखो 0.2793 की रैंकिंग का स्कोर, ये समझ लो ऐसे कि रैंकिंग का स्कोर बन रहा है हमारा, ये किसकी वजह से? टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स की वजह से। अब ध्यान से समझना, नंबर ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स की वजह से जो हमारा स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 0.2576। तो हमारी रैंकिंग का जो स्कोर है वो टोटल बैकलिंक्स का, तो ये स्कोर है, डू फॉलो बैकलिंक्स का स्कोर ये है। तो केवल अगर डू फॉलो बैकलिंक्स ही वैल्यू कैरी करते तो जितना डू फॉलो बैकलिंक्स का स्कोर है उतना ही तो टोटल होना चाहिए, नो फॉलो 0 होना चाहिए। भाई टोटल बैकलिंक्स किससे मिलके बने हुए हैं? नो फॉलो से प्लस डू फॉलो से। तो अगर मैं कह रहा हूं टोटल बैकलिंक का जो स्कोर है वो 0.2793 है, तो नो फॉलो अगर कुछ वैल्यू नहीं कैरी करते तो इसको 0 कर दो, तो डू फॉलो बाय डिफॉल्ट यही होना चाहिए ना, 2793, है ना? समझ में आने वाली बात है। बट ये है नहीं, ये कह रहा है कि ये इससे कुछ कम है। कितना कम है? ये बता रहा है 0.2576 है। अगर ये भाई साहब 0.2576 है तो बाकी का कहां गया? बाकी का नो फॉलो में डेफिनेटली कैलकुलेट हुआ होगा, तब तो टोटल ये पहुंच रहा है। बात समझ में आई? इसका मतलब भाई साहब सारे एक्सपेरिमेंट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नो फॉलो बैकलिंक्स में भी कुछ वैल्यू होती है। तो 3-4 मुद्दे हमारे क्लियर हो गए कि बैकलिंक्स के 2 टाइप होते हैं, डू फॉलो, नो फॉलो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डू फॉलो जबरदस्त टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि नो फॉलो बैकलिंक्स भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवांटेज हमें देते हैं, प्रूवन है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से। फिर भी क्योंकि गूगल इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में कभी बात करता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं मिली गूगल की तरफ से जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो, ठीक है, नो फॉलो और डू फॉलो के लिए, इसलिए लोगों ने, या जो बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास डेटा है, जैसे आरएफ का टूल बहुत ही पॉपुलर टूल है, SEMrush की बात करें बहुत पावरफुल टूल है, तो इन टूल के पास बहुत सारी डेटा है, ये रोज हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहते हैं, तो इनके पास बहुत सारी डेटा है, तो उसके बेसिस पर उसकी कोरिलेशंस बनाकर, उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बनाकर, उस डेटा की एनालिसिस करके ये हमें इस टाइप की कुछ एनालिसिस दे सकते हैं। तो हम लोग भी इसी चीज पे निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो हजारों वेबसाइट्स को या लाखों वेबसाइट्स को रोज जो है वो क्रॉल कर सके, उनको स्टडी कर सके कि अच्छा ये 500 वेबसाइट्स में डू फॉलो बैकलिंक्स का परसेंटेज इतना था तो ये 500 वेबसाइट्स की रैंकिंग इतनी ऊपर थी, या नो फॉलो बैकलिंक्स का परसेंटेज इतना था तो उसकी रैंकिंग इतनी डाउन थी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, और इतने सारे फैक्टर्स के बेसिस पर एनालिसिस कर पाना पर्सन की बात नहीं है, ये कोई मैनुअली होने वाला काम नहीं, ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो सकता है। उसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो इन्होंने बहुत सारे वेरिएबल्स के बेसिस पर ये कुछ कोरिलेशन टाइप की निकाली, जिससे हमें 3-4 चीजें जो अभी मैंने आपको बताई वो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मुद्दा ये है, एक हेल्दी बैकलिंक प्रोफाइल में डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स दोनों ही होते हैं। अगर कोई ये कहता है आपसे कि केवल डू फॉलो ही बनाते रहो, तो भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। अब ठीक है, जब इस बात पे भी हम एग्री कर गए कि डू फॉलो बैकलिंक ही पावरफुल बैकलिंक है, अगर मैं इसको नो फॉलो से कंपेयर करूं तो डू फॉलो ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों नहीं सर, क्यों नहीं केवल डू फॉलो? आखिर नो फॉलो क्यों? देखो, सबसे पहली बात लिंक डाइवर्सिटी। गूगल को यह पसंद नहीं है कि आपको केवल डू फॉलो बैकलिंक मिल जाए, ठीक है, ये पसंद नहीं है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट वाला एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजेदार एग्जांपल होता है वो। अगर कोई स्टूडेंट है और 500 लोगों से पूछा गया कि कैसा स्टूडेंट है, 500 के 500 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा।
तो सामने वाले को भी ना थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि यार ऐसा क्या चक्कर है कि 500 के 500 लोग ना इसके फेवर में, एक बंदा भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, स्क्रिप्टेड टाइप का लगेगा ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा है। तो इसलिए जो आपकी लिंक डाइवर्सिटी है वो नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको डू फॉलो मिलते जा रहे हैं या आपको नो फॉलो मिलते जा रहे हैं। तो लिंक डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इट कैन ब्रिंग गुड ट्रैफिक। अगर मैं नो फॉलो के बेनिफिट की बात करूं, देखो जैसे कोरा पे तुमने बैकलिंक बना दिया, ठीक है, तो कोरा पे बैकलिंक कैसा बनेगा? नो फॉलो बनेगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की तरीके से। बट कोरा के ऊपर अगर कोई मेरा आंसर रैंक कर गया ना मेरे भाई कोरा के ऊपर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बहुत सारा ट्रैफिक ना वहां से हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी तो एक एडवांटेज है। क्या एक अच्छा ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है या उस लिंक से एक अच्छा ट्रैफिक सोर्स डेवलप हो गया, तो क्या वो बेनिफिट नहीं है? खाली बेनिफिट वही है कि रैंकिंग हमें मिल जाए? नहीं। तो नो फॉलो बैकलिंक्स एक गुड सोर्स ऑफ ट्रैफिक भी हो सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक्स नेचर। जैसे आज के टाइम में जो हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, इनमें भी हमारे दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होते हैं, जैसे स्पॉन्सर्ड का हो गया, यूजीसी का हो गया। तो इससे ना गूगल को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे बैकलिंक का नेचर क्या है। ठीक है, और बैकलिंक स्ट्रैटेजी का एक गुड पार्ट है, जैसे मैंने बताया, डाइवर्सिटी, और उसको समझ लो। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 70 to 75 आप टारगेट करो डू फॉलो, और बाकी 20 to 30% या 25 to 30% आप नो फॉलो टारगेट करो। कसम खा के ऐसा नहीं कि यही आप फॉलो करोगे। अगर ये 55-45 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट डू फॉलो बैकलिंक्स कोशिश करो स्लाइटली ज्यादा हो। अब एक और मजेदार चीज, आप बोलोगे सर मेरा डू फॉलो बैकलिंक्स कम है, आप एनालिसिस करके लाओगे अपनी वेबसाइट की और बोलोगे सर मेरे डू फॉलो बैकलिंक्स जो है वो कम है नो फॉलो के कंपैरिजन में, फिर भी मेरी वेबसाइट रैंक कर रही। देखो होता क्या है, आप मेरे पास आओ और मेरे से बोलो सर मेरे 60% मार्क्स आ गए, फिर भी मैं क्लास में टॉप कर गया। अब बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 61 किसी के नहीं आए थे। तो कहने का मतलब कि आपकी अगर बैकलिंक प्रोफाइल थोड़ी पुअर है, थोड़ी कमजोर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों की भी बैकलिंक प्रोफाइल कोई बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि जब आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो है कोशिश करते हो अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की या अपने वेब पेज को रैंक कराने की, तो बेसिकली आप कॉम्पीट कर रहे होते हो दूसरे लोगों से। तो यहां पर भी कंपटीशन है, फाइन। तो अगर आपकी बैकलिंक की प्रोफाइल थोड़ी सी कमजोर है और तब भी आप रैंक कर गए, विच मींस दैट कि बाकी लोगों की भी बैकलिंक प्रोफाइल कमजोर है। अगर मैं बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट मारूं कि ऑन पेज भी आपने दमदार किया हुआ है, आपके कॉम्पिटिटर ने भी ऑन पेज दमदार किया हुआ है, अब डिसीजन केवल बैकलिंक के बेसिस पे होगा उस पर्टिकुलर केस में। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हर एक फैक्टर को स्टडी कर पाना कंपैरेटिवली उतना इजी नहीं होता है। गाइस, जब कभी भी बैकलिंक्स क्रिएट करने की बात आती है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है जिसकी हेल्प से हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स है ना, इनमें कुछ टाइप ऑफ बैकलिंक्स काफी अच्छे होते हैं। मतलब अगर हम उस स्ट्रैटेजी को या उस टाइप ऑफ बैकलिंक अप्रोच को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो बैकलिंक हमें मिलेगा वो क्वालिटी बैकलिंक होगा। कुछ ऐसे बैकलिंक के टाइप हैं जो पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे गूगल ने अपने आप को अपडेट किया, अपने एल्गोरिदम को, सिस्टम्स को अपडेट किया, वो वाले जो टाइप ऑफ बैकलिंक्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। और अगर आज के टाइम में आप उस टाइप के बैकलिंक्स बनाते हो तो वो एज अ स्पैम ही काउंट होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं या कितने टाइप के बैकलिंक्स हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग इस चीज को भी देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग प्रैक्टिकली एक एक बैकलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बैकलिंक को क्रिएट करने की एक्चुअली प्रोसेस क्या है। देखो, बैकलिंक का सीधा सा मतलब आपको पता है कि जैसे आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है और मुझे अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक बनाना है, तो मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एक अपना जो लिंक है, हाइपर लिंक जो है, जो भी वेब पेज का हमें बैकलिंक बनाना है या जो भी वेबसाइट का हमें बैकलिंक बनाना है, अगर हमें अपना जो डोमेन है उसी का बैकलिंक बनाना, मतलब होम पेज का अगर बैकलिंक बनाना है, तो वो एज अ हाइपर लिंक मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेंशन कर दूंगा कंटेंट के बीच में, और वहां पर हमारा एक बैकलिंक बन जाएगा। बट बात यह है समझने वाली कि आपकी वेबसाइट का एक्सेस मुझे कैसे मिलेगा। जैसे मैं चाहता हूं अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाना है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूं, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट तो है नहीं, मेरे पास कोई उसका लॉगिन तो है नहीं कि मैं जाऊंगा, एक पेज क्रिएट करूंगा, कंटेंट डालूंगा वहां पर और अपने आप से वहां पर एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर दूंगा और वो बैकलिंक मेरी वेबसाइट या मेरे वेब पेज को पॉइंट करेगा और हमारा जो बैकलिंक है वो बन जाएगा।
ये तो होने वाला है नहीं, दूसरे की वेबसाइट पे किस तरीके से बैकलिंक बनेगा। तो इस बात को समझो, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हो, जैसे एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया हमारा वीडियो, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया पीपीटी पीडीएफ, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया ब्लॉग, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया रिव्यू, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया कमेंट्स। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट है। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस टाइप के कंटेंट को एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर आप किसी ब्लॉग के ऊपर जाओ तो नीचे आपको कमेंट जो एंटर करने का सेक्शन मिलता है, कमेंट देने का वहां पर सेक्शन मिलता है, तो दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कंटेंट। कमेंट भी एक तरीके का कंटेंट ही है। तो आप क्या करते हो, आप एक टाइप ऑफ कंटेंट को पिक करते हो और जो भी वेबसाइट उस टाइप के कंटेंट को एक्सेप्ट कर रही है वो कंटेंट बनाते हो और उस कंटेंट के बीच में अपना जो है लिंक लगाते हो और जाकर वहां पर पोस्ट कर देते हो। तो इस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, अगर मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, जैसे हम अगर गेस्ट पोस्टिंग की बात करते हैं, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग की बात करते हैं, तो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग का मतलब यह होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो ब्लॉग एक्सेप्ट कर रही हैं, है ना, कि हम उनको अपना ब्लॉग लिख कर दें, वो ब्लॉग एक्सेप्ट करें, तो वो किस फॉर्म ऑफ कंटेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ब्लॉग फॉर्म ऑफ कंटेंट को। तो मैं एक सुंदर सा ब्लॉग लिखूंगा, रिसर्च करके किस कीवर्ड वगैरह के ऊपर लिखना है हमें, वो हम रिसर्च करके एक ब्लॉग लिखेंगे, एक वेल ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड एक ब्लॉग लिखेंगे और उसके बीच में हम अपना जो लिंक है वो लगा देंगे और वो ब्लॉग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर सबमिट कर देंगे, क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि आप हमें कंटेंट लिख कर दो। इनसे उसका भी फायदा है ना, उन वेबसाइट्स का भी फायदा है, क्योंकि उनको जो है वो प्रिपेयर्ड कंटेंट मिल जाएगा और आपको जो बैकलिंक है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक लिंक जो है वो इन्फोग्राफिक्स वाली वेबसाइट के ऊपर जो है वो पड़ जाए या वहां पर जो है वो मेंशन हो जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ेंगी जो इन्फोग्राफिक्स को एक्सेप्ट कर रही, मतलब एक फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है आपको वो इन्फोग्राफिक वाला जो फॉर्म ऑफ कंटेंट है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उस कंटेंट को जब आप उस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करने जाओगे तो उसके साथ साथ आप अपना जो लिंक है वो लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग बैकलिंक क्रिएशन की बात करते हैं ना, उसके साथ कोई ना कोई फॉर्म ऑफ कंटेंट जरूर होता है और इसी के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं। जैसे मैंने बात बताई आपको कि फोरम बैकलिंक्स हैं, तो वहां पर फोरम टाइप ऑफ कंटेंट जो है, डिस्कशन टाइप ऑफ जो कंटेंट है वो जाएगा वहां पर। इसी तरीके से अगर मैं सोशल मीडिया लिंक्स की बात करूं या प्रोफाइल की बात करूं, सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स की बात करूं, तो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फेसबुक ट्विटर जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उनके जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको अपना लिंक जो है वो डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बैकलिंक क्रिएट करने की बात करते हैं तो किस टाइप का बैकलिंक होगा, ये इस बात से भी जस्टिफाइड होता है कि आप किस टाइप के कंटेंट के अराउंड जो है वो बैकलिंक बना रहे हैं, किस टाइप के कंटेंट को यूज करके आप जो है वो बैकलिंक क्रिएट करें। इसी के बेसिस पर मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स है, और भी बैकलिंक्स मैं बताऊंगा आपको, बट अभी आप बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को समझने की कोशिश करें ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। जो मैंने रेड यहां पर मार्क कर रखा है, आप मान के चलिए आज के टाइम में वो एक अच्छे टाइप ऑफ बैकलिंक नहीं माने जाते हैं। बट अगर मैं अच्छे टाइप ऑफ बैकलिंक की बात करूं तो केवल यही नहीं है कि बस इसी टाइप के बैकलिंक अच्छे नहीं माने जाते। देखो जो अच्छे माने भी जाते हैं, जैसे अगर मैं गेस्ट पोस्ट की बात करूं तो गेस्ट पोस्ट को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये गुड टाइप ऑफ बैकलिंक है, ये एक गुड टाइप ऑफ बैकलिंक स्ट्रेटजी है, बट अगर आपने बेकार वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बना दिया या आपने इररिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया तो वही बैकलिंक आपके लिए बेकार हो जाएगा, भले वो गेस्ट पोस्ट टाइप ऑफ बैकलिंक ही क्यों ना हो। तो बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं है कि केवल टाइप ऑफ बैकलिंक के ही बेसिस पे आप बताओगे कि नहीं नहीं ये वाला टाइप ऑफ बैकलिंक अच्छा नहीं है और ये वाला टाइप ऑफ बैकलिंक जो है वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइप ऑफ बैकलिंक के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना बैकलिंक जिस वेबसाइट पे बना रहे हो वो वेबसाइट कहीं स्पैमी वगैरह तो नहीं है, वो वेबसाइट ठीक है, वो वेबसाइट जेन्युइन है, उसके ऊपर रेगुलर कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छे टाइप ऑफ बैकलिंक जो है वो आपके केस में बेकार हो जाए क्योंकि आपने उसको एक बहुत ही खराब वेबसाइट के ऊपर बना दिया। तो यहां पर अगर आप देखो, मैं थोड़ी सी गिनती कर लेता हूं, 3 3 6 3 9 10 और 6 16 1 17 17 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स यहां पर मैंने मेंशन किया। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, बट अभी बेस के लिए जैसे मैंने बताया ये आप समझ लें। पहले सबसे पहला जो टाइप ऑफ बैकलिंक है दैट इज एक्चुअली लिंक क्रिएशन यूजिंग गेस्ट पोस्टिंग। को यहां पर दिखा देता हूं इन सभी चीजों को। देखो ये एक वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्ट को या गेस्ट ब्लॉगिंग को एक्सेप्ट करती। ये बोल रहे हैं कि देखो हम डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट है, आपको हम कुछ अपने टाइप ऑफ कंटेंट बता दे रहे हैं। जैसे यहां पर अगर आप आओगे, यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया होगा कि हम किस टाइप के कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं
यहां पर देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया एंड पेड एडवर्टाइजिंग के अराउंड ये कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस निश में या इस टॉपिक को या इनके रिलेटेड जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड अगर आप कोई ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है, ब्लॉग लिखें जो ये इन्होंने गाइडलाइंस मेंशन करी यहां पर, जैसे योर सबमिटेड कंटेंट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, वो कहीं से आपने चुराया ना हो, ठीक है, उस टाइप की कुछ गाइडलाइंस है, बेसिक सी गाइडलाइंस है, उनको अगर आप फॉलो करके एक ब्लॉग कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद आप इनको वो ब्लॉग कंटेंट देंगे कि भाई हम आपकी वेबसाइट के ऊपर ये कंटेंट पब्लिश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके बदले ये आपको एक बैकलिंक देंगे। और ये यहाँ कहीं इनकी पॉलिसी में भी होगा, अगर आप देखो यहाँ पर देखो, ओनली इंक्लूड नॉन प्रमोशनल लिंक्स टू रिलेवेंट सोर्सेज, मैक्सिमम 2-3 लिंक्स इन द कंटेंट बॉडी, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पर ये मेंशन कर देते हैं कि हम डू फॉलो बैकलिंक देंगे या नो फॉलो बैकलिंक देंगे, बट ज्यादातर हो सकता है ये डू फॉलो ही बैकलिंक्स दे, बट आप जब इनसे डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे इन दैट पर्टिकुलर केस, आप ये बात भी क्लियर कर लीजिएगा कि ये डू फॉलो देंगे या नो फॉलो देंगे। तो दीज आर द वन टाइप ऑफ बैकलिंक्स जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि हम ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढें अपनी निश में। जैसे मैं अगर न्यूट्रिशन सेल करने वाली कोई अगर मैं वेबसाइट हूं तो मैं कहां पर अपना बैकलिंक बनाऊंगा, मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा जो हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो या ब्लॉग पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा और उन वेबसाइट के ऊपर मैं जाकर अपनी ब्लॉग पोस्ट करूंगा। अब मैं हूं न्यूट्रिशन वाला, मैंने कर दिया जाकर लेट्स से डांस वाली वेबसाइट के ऊपर गेस्ट ब्लॉगिंग, तो वो रिलेवेंसी जो है वो गड़बड़ हो गई। अब आप बोलोगे सर गेस्ट पोस्टिंग तो करी हमने या गेस्ट ब्लॉगिंग तो करी हमने, और आप बोल रहे थे कि गेस्ट ब्लॉगिंग एक अच्छी बैकलिंक की स्ट्रैटेजी है, बैकलिंक का टाइप है, क्योंकि वो आपने गलत वेबसाइट के ऊपर कर दिया तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड इज ब्लॉग कमेंट्स। तो ये जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग कमेंट्स पहले बहुत ही बड़ा सोर्स होते थे बैकलिंक्स को एक्वायर करने के लिए, बट जब से ब्लॉग कमेंट्स को नो फॉलो कर दिया है गूगल ने, ब्लॉग कमेंट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, ये एक तरीके से स्पैम टाइप ऑफ बैकलिंक्स में ही कंसीडर होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ बैकलिंक्स की अगर मैं बात करूं तो वो सोशल बुक मार्किंग लिंक्स होते हैं। देखो पहले तो ये समझो कि बुक मार्किंग का क्या मतलब होता है। बुक मार्किंग का सीधा सा मतलब ये होता है, जैसे आप अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाते होगे तो आप देखते होगे कि कहीं कहीं अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर ब्राउज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस लिंक को बुकमार्क कर दो। बुकमार्क का मतलब क्या होता है कि आपने उसको अपने क्रोम में कहीं सेव कर दिया ताकि दोबारा अगर आपको उस लिंक तक पहुंचना हो तो बड़ी आसानी से आप पहुंच सको। तो ये हो गया हमारे क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड जो बुकमार्क का फीचर है। इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना लिंक ड्रॉप कर सकते हो, मतलब वो आपने वहां पर बुकमार्क कर दिया ताकि आप दोबारा उसके ऊपर विजिट कर सको। अब अगर आपने वहां पर अपना लिंक ड्रॉप कर दिया तो लिंक तो वहां मेंशन हो गया ना, लिंक मेंशन हो गया उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, तो अगर लिंक वहां पर मेंशन हो गया तो गूगल का क्रॉलर आएगा और उस लिंक को इंडेक्स भी करेगा, उस लिंक को क्रॉल भी करेगा। तो बेसिकली आपकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में एक और टाइप जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल बुकमार्किंग टाइप ऑफ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अगर मैं ये आपको दिखाना चाहूं तो मैं यहां पर आ जाता हूं। देखो ब्लॉग कमेंटिंग का भी मैंने निकाल रखा था आप लोगों के लिए, यहां पर मैं एक ब्लॉग के ऊपर था, नील पटेल के एक ब्लॉग के ऊपर था। नीचे अगर आप आओगे नील पटेल के ब्लॉग के ऊपर, यहां पर देखो ब्लॉग खत्म हो गया, यहाँ पर 1125 कमेंट्स है और कुछ कमेंट्स में मे बी आपको लिंक्स जो हैं वो देखने को भी मिल जाए। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर हमें यहाँ पर लिंक्स देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद मैं उसको अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा भी तो आप समझ जाओगे कि वो एक नो फॉलो बैक लिंक है। जैसे यहाँ पर ठीक है, ये नील पटेल ने ही अपना लिंक डाला हुआ है, बट ठीक है यहाँ पर एक लिंक तो है, हमें मेन लिंक देखना था यहाँ पर। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो हेड और मैं इसको इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंड यहां पर अगर आप देखो तो आप देख रहे हो रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो, तो आपको यहां पर रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो दिख रहा है और साथ में यूजीसी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, एडिशनल जो एट्रीब्यूट है दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा यूजर जनरेटेड ही होते हैं, इसलिए वो यूजीसी लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा और नीचे आकर देखता हूं, एक दो अगर मुझे कोई बैकलिंक्स यहां पर दिख जाएं तो बेहतर होगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट आपने उसको इंस्पेक्ट करके देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से अगर आप बैकलिंक्स बनाते भी हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट टाइप ऑफ बैकलिंक की, विच इज लिंक एक्सचेंज स्कीम्स, बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड है कि मैं भाई आपको एक लिंक दे देता हूं, आप हमको एक लिंक दे दो। दिस इज लिंक एक्सचेंज स्कीम्स, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, गूगल को बिल्कुल नहीं पसंद है। फिफ्थ इज डायरेक्टरी पेज लिंक्स। देखो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऑनलाइन डायरेक्टरीज अवेलेबल है। डायरेक्टरी क्या होती है, जहां पर जो है बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज एक्चुअली डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे फोन डायरेक्टरी होती है तो वहां पर नेम, फोन नंबर, एड्रेस और ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से बिजनेसेस की ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती,
तो जब बिजनेसेस की डायरेक्टरीज होंगी तो मैं बताऊंगा कि मेरा बिजनेस umartaski.com एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसका ये एड्रेस है और इसकी ये वेबसाइट है। तो जैसे ही मैंने बोला इसकी ये वेबसाइट है, तो इसका मतलब उस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो उन डायरेक्टरीज के ऊपर हम लोग सबमिट करते हैं जाकर। तो अगर हम सबमिट करेंगे जाकर तो वहां पर हुआ क्या, एक्चुअली क्रिएट तो कर दिया हम लोगों ने एक बैकलिंक की ना। अब गूगल का क्रॉलर आएगा, उसको क्रॉल करेगा तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक बैकलिंक है। बट ये भी आज के टाइम में एक स्पैम टेक्निक की तरीके से यूज होने वाली चीज है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा डायरेक्टली बैकलिंक्स बनाओ। उसके बाद ऑथर बायो लिंक्स, देखो कहीं कहीं पर आपको ब्लॉग पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट वहां पर आपको जो लिंक डालने का ऑप्शन मिलता है वो आपको ऑथर वाले सेक्शन में डालने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉग्स के ऊपर आपने देखा होगा कि ब्लॉग होता है, ठीक है, और उसके बाद नीचे ना ऑथर का सेक्शन होता है, जैसे कंटेंट है और नीचे ऑथर का सेक्शन होता है। तो ऑथर में आप अपना जो लिंक है वो वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ बैकलिंक जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सर ये ढूंढेंगे कैसे, ये वेबसाइट्स हम लोग किस तरीके से ढूंढेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिकली बनाने के ऊपर जाएंगे एक एक बैकलिंक, तब मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आपको समझ में आ रहा है कि ऑथर टाइप ऑफ बैकलिंक्स भी होते हैं, डायरेक्टरी हो गया, लिंक एक्सचेंज स्कीम्स हो गया, सोशल बुकमार्किंग लिंक्स को अगर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहूं तो अगर मैं गूगल पे जाकर सर्च करता हूं, देखो सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट, मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। इसी में से मैं एक वेबसाइट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है, आप यहाँ पर क्रिएटर टॉपिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो अपना एक पोस्ट टाइप की आपको बेसिकली क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन हूँ इसलिए। तो आपको यहाँ पर लिंक ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं कोई लिंक ड्रॉप करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर यही वाला लिंक ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इसको काफ़ी डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। तो यहां पर मैंने अगर अपना लिंक जो है वो ड्रॉप कर दिया और उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा बहुत आप यहां पर अपनी इनसाइट्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं, टैग डाल सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, देन यू विल पब्लिश इट। तो आपकी यहां पर एक सोशल बुकमार्किंग जो है वो हो गई और सोशल बुकमार्किंग का जो आपका बैकलिंक है वो आपका यहां पर क्रिएट हो गया। उसके बाद पीबीएन लिंक्स होते हैं विच इज प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, मतलब आप खुद ही मान के चलते हैं किसी तरीके से आप खुद ही अपनी 1000 वेबसाइट जो है वो ओन करते हैं और उन वेबसाइट से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स लेने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वैसे पीबीएन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको भी मैं डिटेल में कवर करूंगा आगे। तो पीबीएन का सीधा सा मतलब ये है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी अपनी है और उन्हीं से आप अपनी जिस वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं वो आप बना रहे हैं। तो इन सब चीजों को ट्रेस बैक कर लेता है, रिवर्स इंजीनियर कर लेता है गूगल और समझ जाता है कि आप पीबीएन के थ्रू बैकलिंक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको पेनलाइज भी कर सकती है। कुछ बैकलिंक की स्ट्रैटेजीज इतनी डेंजरस होती हैं कि वो आपको पेनलाइज कर देंगे। हो सकता है 5 साल पहले आपकी वेबसाइट को पेनलाइज नहीं करती थी, बट आज के टाइम में वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देंगी। अब पेनलाइज का मतलब यहां पर ये नहीं है कि भाई आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चलेगा और आपको कोई जेल वेल हो जाएगी, ये मतलब नहीं होता है पेनलाइज का। पेनलाइज का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप रैंकिंग से बाहर, आपका जो वेब पेज है वो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज से बाहर हो जाएगा। बस यही पेनल्टी होती है, यही पेनलाइज करता है गूगल, आपके ऊपर कोई फाइन वाइन नहीं लगाएगा, ठीक है। देन देयर आर आर्टिकल डायरेक्टरी लिंक्स या आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स। देखो जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया ना आपको डायरेक्टरी पेज लिंक्स। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं कि वो आपसे आर्टिकल्स एक्सेप्ट करती हैं कि हमें बहुत सारे आर्टिकल्स आप लिख कर दो, तो आप एज एन ऑथर उन वेबसाइट्स के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाते हो और आप अपने आर्टिकल्स जो है वहां पर जाकर मेंशन करते हो। जब आप खुद वहां पर जाकर कोई कंटेंट डाल रहे होते हो, अपने आर्टिकल्स वहां पर मेंशन कर रहे होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास स्कोप होता है कि बीच बीच में आप लिंक्स जो है वो डाल सको। अब बहुत सारे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स दे देंगी बाय डिफॉल्ट, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपको नो फॉलो देंगी, ठीक है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स किस तरीके की होती हैं और जो नॉर्मल हमारी डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं बिजनेस डायरेक्टरी वो किस तरीके से, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। मैं यहां पर जाता हूं, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट डाला था तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। अब यहां पर देखो मैंने एक डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट को ओपन कर लिया था। अब यहां पर आपके पास सबमिट लिंक का ऑप्शन होता है, तो आप अपना लिंक यहां पर सबमिट कर रहे हो। कुछ जगहों पर ये पेड भी लेते हैं, पेड लिंक्स तुरंत इनकी वेबसाइट पे आ जाता है, जो पेड लिंक नहीं होता है, जो रेगुलर लिंक होता है वो इनकी वेबसाइट पे तुरंत नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इनकी वेबसाइट पे उसको आने में, तो वो फ्री होता है। तो यहां पर हम टाइटल, यूआरएल, अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो जब यूआरएल हम यहां पर मेंशन करेंगे यही हमारे लिए एक बैकलिंक होता है। दिस इज एक्चुअली डायरेक्टरी सबमिशन। उसी तरीके से अगर मैं आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स की बात करूं,
आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स की। मैं सर्च करके दिखा देता हूं आपको, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स। तो यहां पर आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम लोग आर्टिकल्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स मेंशन होंगी। तो मैं आपको, जैसे एक बहुत ही फेमस है आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट अजाइन आर्टिकल्स, तो मैं उसको ओपन करके यहां पर दिखा देता हूं आपको, अजाइन आर्टिकल्स। तो यहां पर देखो आप, अजाइन आर्टिकल सबमिशन, सबमिट योर बेस्ट क्वालिटी ओरिजिनल आर्टिकल ऑन दिस वेबसाइट। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो कैटेगरीज हो गई तो डायरेक्टरी हो गया ना एक तरीके से। यहां पर क्या सबमिट हो रहा है भाई, बहुत सारे आर्टिकल सबमिट हो रहे हैं। तो एक तरीके से आर्टिकल्स की ये डायरेक्टरी, कि आपको लीगल के आर्टिकल्स देखने हैं कि कौन से आर्टिकल्स देखने हैं, तो यहां पर भी आप अपने आर्टिकल्स को सबमिट कर सकते हैं और उसके बीच में आप अपने जो बैकलिंक्स हैं वो आप डाल सकते हैं। बहुत सारे यहां पर आर्टिकल्स हैं, जैसे 7 बाइबल रीडिंग टिप्स फॉर 2022। तो यहां पर आपको एक आर्टिकल दिख जाएगा। तो गूगल जब इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएगा यहां पर, ठीक है, गूगल तो इन वेबसाइट्स को क्रॉल करेगा तो वो देखेगा कि आपकी वेबसाइट का एक लिंक जो है वो यहां इस आर्टिकल के बीच में, जैसे यहां पर आप देखो ये लिंक बना हुआ है, ठीक है। और मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं यहाँ पर कि ये डू फॉलो या नो फॉलो है, तो आप देख सकते हो ये एक नो फॉलो बैकलिंक है, बट ये एक यहाँ पर बैकलिंक बना हुआ है, ठीक है। गॉड रोट द बुक, तो मे भी ये अपनी बुक को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो इन्होंने अजाइन आर्टिकल के ऊपर अपना एक जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। सोर्स हम लोग हटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वी ओनली हैव टू गो टू द वेबसाइट, केवल आपको ये समझाने के लिए, गॉड रोट द बुक, फाइन। तो ये यहाँ पर वेबसाइट जो है इनकी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और उनकी भी वेबसाइट भी एक तरीके का ब्लॉग ही है, और इस ब्लॉग के लिए इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन के लिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यहाँ पर अपना आर्टिकल जो है वो सबमिट किया हुआ है, फाइन। तो ऐसी वेबसाइट्स पे आपको एज एन ऑथर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एज एन ऑथर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। देन यू कैन गो हेड एंड सबमिट द डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पर, और उनके बीच में आप बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया लिंक, समझ में आने वाली बात है। आप देखते हो कि बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर प्रोफाइल्स में आपको लिंक्स बनाने का ऑप्शन मिलता है। ये भी एक तरीके से नो फॉलो होती हैं, ये भी कोई बहुत खास एसईओ एडवांटेज नहीं रखती हैं, बट ये स्पैम नहीं है एक तरीके से। ना तो ये स्पैम है, ना ये आपको पेनलाइज करेगा, ये पेनलाइज कर देगा आपको पीबीएन, ठीक है। ब्लॉक कमेंट्स स्पैम है एक तरीके से, डायरेक्टरी भी एक तरीके से थोड़ा बहुत स्पैम है, ठीक है। बट ये सोशल मीडिया लिंक्स स्पैम नहीं है, ये सोशल मीडिया से आने वाले लिंक्स हैं, तो ये कोई खास एसईओ एडवांटेज नहीं रखते हैं, नो फॉलो होंगे बट स्पैम नहीं है। उसके बाद पीआर लिंक्स। अब पीआर क्या है, जैसे आपने कोई पीआर एजेंसी है, ठीक है, कोई पीआर एजेंसी, उसको 50,000 रुपए दिए आपने कि भाई आपके जो कंपनी के या आपकी वेबसाइट के 4 आर्टिकल्स जो हैं वो निकलेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो उन वेबसाइट्स के बीच में भी जो है वो लिंक्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई 50,000 रुपीज यू आर स्पेंडिंग टू गेट योर आर्टिकल ऑन लेट्स से timesnow.com, indiatimes.com, ठीक है, मैं एग्जाम्पल केवल ले रहा हूं, कुछ भी वेबसाइट्स हो सकती है। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर जो आर्टिकल्स जाएंगे, उन आर्टिकल्स के बीच में भी तो स्कोप होगा ना कि वहां पर आप अपना बैकलिंक्स डाल सकते हैं। जब आप पीआर एजेंसी से बात करते हैं तब आप उनसे डिस्कशन करते हैं कि कितने हम बैकलिंक्स बना सकते हैं, किन वेबसाइट्स के ऊपर हमारे बैकलिंक्स जाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है फॉर द बैकलिंक्स पर्पस। देन इन्फोग्राफिक्स बैकलिंक्स। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इन्फोग्राफिक को एज कंटेंट एक्सेप्ट करती हैं। इन्फोग्राफिक को मैं आपको पहले इन्फोग्राफिक वेबसाइट्स दिखा देता हूं। यहां पर सबमिट इन्फोग्राफिक अगर मैं यहां पर मेंशन करूंगा तो बहुत सारी वेबसाइट्स हमें दिख जाएंगी। यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक बार इन्फोग्राफिक सबमिशन में डालता हूं कीवर्ड सबमिशन वेबसाइट्स, तो बहुत सारी हम लोग को वेबसाइट्स दिख जाएंगी। तो वो वेबसाइट्स इन्फोग्राफिक को एज अ कंटेंट लेती हैं, तो आप इन्फोग्राफिक के साथ जो है अपना बैकलिंक वहां पर सबमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाऊं, जैसे यहां पर बहुत सारी हैं, जैसे मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, लेट्स से दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। सो दिस इज द वेबसाइट जहां पर हम लोग अपने जो इन्फोग्राफिक्स हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इन्फोग्राफिक्स को आप सबमिट कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पर हम लोग और वेबसाइट्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे ये भी एक वेबसाइट है, मैं कॉपी करता हूँ इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो ये भी एक वेबसाइट है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, फाइन। तो मैं इसको एक बार के लिए रिमूव करता हूँ यहाँ से।
नाउ दिस इज द वेबसाइट, इसके ऊपर बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स होंगे, आप भी जाकर यहाँ पर देखो इन्फोग्राफिक्स की कैटेगरीज भी हैं, तो यू कैन ऑल्सो गो ओवर हेयर और यहाँ पर आप अपना इन्फोग्राफिक सबमिट कर सकते। कुछ वेबसाइट्स आपसे पैसा मांगेगी कि इन्फोग्राफिक सबमिट करना है, तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ वेबसाइट्स आपसे पैसा नहीं मांगेगी। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ बैकलिंक स्ट्रैटेजी, इसको आप यूज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको इन्फोग्राफिक बनाना पड़ेगा। फाइन, तो इन्फोग्राफिक एज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट यहाँ पर जो है वो यूज होगा, तो एक इन्फोग्राफिक टाइप ऑफ बैकलिंक हो गया। उसके बाद फोरम बैकलिंक्स हो गए, जैसे रेडिट वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, ऐसे फोरम्स है, तो आप वहाँ पर जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है वहाँ पर जाकर आप जो अपने बैकलिंक्स हैं वो बना सकते हैं कंटेंट के बीच में। तो ये प्योरली यूजर जनरेटेड कंटेंट है एक तरीके से, ये भी नो फॉलो ही होता है, कोई बहुत ही खास आपको एसईओ एडवांटेज नहीं मिलती यहाँ से। उसके बाद इमेज सबमिशन, जिस तरीके से इन्फोग्राफिक सबमिशन की वेबसाइट्स होती है उसी तरीके से इमेजेस को एक्सेप्ट करने वाली भी वेबसाइट्स होती है। उसके बाद ब्लॉग सबमिशंस, मतलब यहाँ पर क्या था, आप दूसरे ब्लॉग्स को ढूंढते थे, मतलब गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या था, दूसरे का ब्लॉग है वहां पर आप अपना कमेंट जाकर डाल रहे हो, दैट इज गेस्ट ब्लॉगिंग। वहीं पर अगर मैं ब्लॉग सबमिशन की बात करूं तो यहां पर आप अपने ब्लॉग्स बना रहे हो, ठीक है, और उसमें जाकर फिर आप अपने ब्लॉग्स को अपलोड करो और वहां से आप बैकलिंक्स ले रहे हो, दैट इज ब्लॉग सबमिशन। उसके बाद क्लासिफाइड सबमिशन, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप फ्री क्लासिफाइड पोस्ट कर सकते हैं, एड टाइप का पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बीच में आप अपना बैकलिंक लगा दोगे। कॉम्पिटिटर्स ब्रोकन लिंक्स, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे यहां पर हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और ये हमारा एक कॉम्पिटिटर था, इसकी वेबसाइट है, तो टूल्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इस कॉम्पिटिटर को बैकलिंक्स कहां से मिल रहे हैं। लेट्स से इस कॉम्पिटिटर को एक बैकलिंक मिला इस एक्स वेबसाइट से, है ना, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, तो हमने देख लिया इसको बहुत सारे बैकलिंक्स मिल रहे हैं, इसको मिला हुआ है एक्स से, बट ये वाला जो बैकलिंक है ना, ये किसी तरीके से ब्रोकन बैकलिंक हो गया, या तो इसने ये जो पेज है ये डिलीट कर दिया, कुछ भी है, उसकी वजह से लिंक ब्रोकन हो गया, मतलब इसके पेज पे इस वाली वेबसाइट का कॉम्पिटिटर का लिंक तो प्रेजेंट है, बट वो यहां जाता है तो 404 हो जाता है, या कोई जो है वो ब्रोकन लिंक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कांटेक्ट करूंगा, मैं इससे बोलूंगा देखो भाई तुमने इसको लिंक दिया, इसने 404 कर दिया, तुम सेम लिंक ना मेरे को दे दो, मेरे पास भी ऐसा ही कंटेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर के ब्रोकन लिंक्स के थ्रू जो स्ट्रैटेजी है उसको डिवाइस करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीपीटी और पीडीएफ सबमिशन, जिस तरीके से इन्फोग्राफिक सबमिशन थे, इमेजेस सबमिशन थे, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो पीपीटीज को या पीडीएफ्स को इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करती। तो हम क्या करेंगे, इस बार अपने कंटेंट को पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में बना देंगे और वहां पर हम लोग जो बैकलिंक है वो क्रिएट कर देंगे। तो अब इतने टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं। अब सही चीज ये है कि इतने टाइप ऑफ बैकलिंक्स को बनाने के लिए हमें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए, कितने बैकलिंक्स हमें डेली बनाने चाहिए, और जो हमें बैकलिंक्स बनाने उनके लिए हमें वेबसाइट्स किस तरीके से ढूंढनी है। देखो वो सारे सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा कि आप वेबसाइट्स वगैरह कहां से ढूंढें, बट आपको हमेशा ना जेन्युइन बैकलिंक्स ही बनाने। आप इस चीज का ध्यान रखें कि जल्दबाजी के चक्कर में या हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स बनाने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि आप जेन्युइन बैकलिंक्स ना बनाएं। कोशिश करें आप हमेशा जेन्युइन बैकलिंक्स बनाएं, फेक बैकलिंक्स ना बनाएं, मतलब ऐसा बैकलिंक ना बनाएं जहां पर कंटेंट ही नहीं है और आपका बैकलिंक पड़ा हुआ है, या नेकेड बैकलिंक बना हुआ है। नेकेड बैकलिंक का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपका नेकेड बैकलिंक बना हुआ है, वो सब कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं। बैकलिंक जब बना रहे हैं तो एंकर टेक्स्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा और पहले भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। गेस्ट ब्लॉगिंग अप्रोच को यूज करके बैकलिंक्स बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकली भी हम लोग इस चीज को कवर करेंगे, बट उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब क्या है। देखो गेस्ट ब्लॉगिंग कहें, गेस्ट पोस्टिंग कहें, गेस्ट पोस्ट कहें, ये सारी एक ही चीज है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या है। देखो हमें हमारी निश की डिफरेंट वेबसाइट से ब्लॉग को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि गेस्ट ब्लॉगिंग में किया क्या जाता है, लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, हमारी वेबसाइट लेट्स से फर्नीचर निश की है, मैं फर्नीचर सेल करता हूं, सोफा, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें लेट्स से मैं अपनी वेबसाइट से सेल करता हूं और उसके लिए मुझे बैकलिंक्स बनाने विद द हेल्प ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग अप्रोच, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं अपनी ही निश की दूसरी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करूंगा। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से समझो, जब मैं कह रहा हूं अपनी ही निश की दूसरी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करूंगा। जैसे मैं भी फर्नीचर बेच रहा हूं और एक दूसरा बंदा है, उसकी वेबसाइट एक्स है, वो भी फर्नीचर बेच रहा है, तो वो तो मुझे बैकलिंक देगा नहीं ना। तो हमें हमारी निश की दूसरी ऐसी वेबसाइट्स को अप्रोच करना है या ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख रही हो, यानी कि वो ब्लॉग टाइप की, आर्टिकल टाइप की वेबसाइट्स हो। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स फर्नीचर से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो वहां पर प्रेजेंट हो। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मेरी वेबसाइट जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं ब्लॉग्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर हमें गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है, उन्हीं वेबसाइट्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगा जो फर्नीचर के अराउंड ही लिखती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
रिलेवेंसी की अगर हम बात करें तो वो वेबसाइट्स भी हमारे बिजनेस के, हमारी वेबसाइट के रिलेवेंट हैं जो वेबसाइट्स इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में कंटेंट जो है वो लिखती हैं। फाइन, तो इस टाइप से हमें हमारी निश की, हमारी वेबसाइट से मिलती जुलती जो निश है या जो रिलेटेड निश है जिसके अराउंड इंटरनेट के ऊपर लोग कंटेंट लिख रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स को हैंड पिक करना है। मतलब उनकी वेबसाइट को हम खुद मैनुअली जाकर सेलेक्ट करेंगे कि भाई देखो ये एक वेबसाइट है और इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मैं बैकलिंक लेना चाहता हूं। अब जो मैंने तरीका बताया, तरीका क्या है, कौन सा बैकलिंक हमें बनाना है, हमें जो बैकलिंक बनाना है दैट इज एक्चुअली गेस्ट ब्लॉगिंग। तो गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर जो कहती है कि भाई आपको अगर बैकलिंक चाहिए, मतलब वो हमसे बोलेंगे अगर आपको एक बैकलिंक चाहिए तो सीधी सी बात है आप 1500 वर्ड्स का एक ब्लॉग लिखकर एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, एक एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड परफेक्टली जिस तरीके से एक ब्लॉग कंटेंट होना चाहिए, रियल, बिना कॉपी पेस्ट किया गया कहीं से, एक रियल हमें ब्लॉग लिख कर दे दें और उसमें आप अपने हिसाब से जहां पर भी समझे वहां पर भी आप एक बैकलिंक लगा दें और हम आपको एक डू फॉलो बैकलिंक दे देंगे। तो आपको बैकलिंक मिल जाएगा और हमें एक कंटेंट मिल जाएगा, हमें एक ब्लॉग मिल जाएगा और हमें एक ऑथर मिल जाएगा। भविष्य में आपको जरूरत पड़े तो और ज्यादा आप कंटेंट जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर डालते जाना, हमें एक ऑथर मिलता जा रहा है, हमारी वेबसाइट का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मेरा तो फायदा है, मतलब मेरी अगर फर्नीचर की वेबसाइट है तो मुझे उसकी वेबसाइट से अगर बैकलिंक मिलेगा तो मेरा तो फायदा है और डू फॉलो बैकलिंक भी मिलेगा तो भी मेरा फायदा है। उस बंदे का क्या फायदा? देखो आर्टिकल लिखने में या कंटेंट लिखने में भी रिसोर्सेज यूज होती हैं, रिसर्च करी जाती है, उसके बाद कोई जो कंटेंट राइटर है उस ब्लॉग को लिखता है तो उसकी भी कॉस्ट होती है। तो जो भी वेबसाइट ओनर है जहां से हम लोग बैकलिंक ले रहे हैं, जो भी वेबसाइट ओनर है अगर वो खुद से ब्लॉग वगैरह लिखवाएगा तो ऐसा नहीं कि उसकी कॉस्ट नहीं आएगी, उसको भी कुछ खर्च करना पड़ेगा और वो इतने सारे ब्लॉग्स लिखवा नहीं सकता। तो उसने क्या कहा, उसने कहा देखो भाई हमारी थोड़ी सी नई वेबसाइट है, थोड़ी बहुत रेपुटेशन भी है मेरी वेबसाइट की, थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आता है मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर आप हमारी वेबसाइट से बैकलिंक लेना चाहते हो और आप कह रहे हो, आपने रिसर्च करी, आपने ढूंढा है हमारी वेबसाइट को कि हमारी वेबसाइट आपकी जो बिजनेस है या वेबसाइट है उसके रिलेवेंट है, तो आप बैकलिंक ले लो, बदले में हमें बस आप जो ब्लॉग है वो लिखकर दे दो। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो भी वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग एक्सेप्ट करती हैं, उनकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बस सीधे आपसे बोला कि आप लिख के दे दो और कुछ भी आप लिख के दे दोगे, ऐसा भी नहीं है। वो चेक करेंगे, उनकी जो एडिटोरियल टीम होगी वो प्रॉपरली चेक करेगी कि सारी गाइडलाइंस वगैरह को आपका आर्टिकल या ब्लॉग मीट करता है, उसके बाद वो आपके आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे। तो फायदे की अगर मैं बात करूं दोनों एंड पे, तो आपको तो एक बैकलिंक मिल जाएगा और उनको कंटेंट मिल जाएगा, तो विन विन सिचुएशन है। अब यहां पर एक और पॉइंट, कई वेबसाइट्स के ऊपर जब आप जाएंगे जो ब्लॉग पोस्ट को एक्सेप्ट करती, तो आप देखेंगे वो कुछ आपसे अमाउंट जो है वो भी मांगेंगे। देखो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि उनकी वेबसाइट के ऊपर उनको गेस्ट पोस्ट मिल जाए। वो कहते हैं आप गेस्ट पोस्ट भी लिख के लाइए, साथ ही साथ आप कुछ हमको एक्स अमाउंट भी दीजिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है और अगर आपको यहां से बैकलिंक मिलेगा और डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल होगा। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस टाइप से भी चीजें कर रही हैं। फाइन, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे पहला जो पॉइंट है, अभी मैं पहले आपको गेस्ट पोस्टिंग का फंडामेंटल बता देता हूँ और उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे किस टाइप से आपको गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स उनको किस तरीके से ढूंढना है, किस तरीके से अप्रोच करना है और फिर किस टाइप से आपको बैकलिंक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जैसे लिखा हुआ है, चूज गेस्ट पोस्ट वेबसाइट वाइजली, मेक श्योर यू आर राइटिंग फॉर वेबसाइट यूजर्स। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपकी फर्नीचर की वेबसाइट है, ठीक है, ये आपकी फर्नीचर की वेबसाइट है लेट्स से, और आपने यहां पर इंटीरियर डिजाइन वाली जो वेबसाइट है इस वाली वेबसाइट को पिक किया और यहां पर आप अपना बैकलिंक जो है वो लगाना चाहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब इस बात को समझिए, आप इस वेबसाइट के लिए लिख रहे हो, मैंने कई बार देखा है लोग गलती क्या करते हैं, वो इस टाइप का कंटेंट लिख देते हैं ब्लॉग के अंदर कि लगता है कि वो अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, सारा कुछ प्रमोशनल लिख देते हैं। नहीं, आप इस वेबसाइट के लिए लिख रहे हो, बेसिकली आप इनके जो यूजर्स हैं उनको टारगेट करो, क्योंकि यहां से ऐसा नहीं कि क्रॉलर इस वेबसाइट के ऊपर आएगा और केवल आपके बैकलिंक को क्रॉल करेगा। एक और फायदा आपको मिलेगा, वो ये मिलेगा कि यहां पर यूजर्स भी तो आ रहे हैं। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि जब आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या ब्लॉग का जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर जो है बैकलिंक बनाने वाले हैं या जहां से आप बैकलिंक लेने वाले हैं उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप लिखें कंटेंट। ठीक है, तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखा था क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। क्रिएट बैकलिंक्स ऑन अथॉरिटी वेबसाइट, और ये होगा ही होगा क्योंकि यहां पर आपके पास मैनुअली ना वेबसाइट्स को पिक करने का ऑप्शन है कि भाई ये मैंने वेबसाइट पिक करी, इस वेबसाइट के ऊपर मैं बैकलिंक जो है वो बनाना चाहता हूं। थर्ड इज
क्रिएट ऑथर बायो। देखो जब कभी भी आप अपना ब्लॉग लिखो ना, मेक श्योर करो कि नीचे आपका ऑथर का सेक्शन भी हो। ऑथर के सेक्शन को गूगल काफी सीरियसली लेता है, इस बात को समझो भाई। कोई ब्लॉग होगा ना तो कोई मशीन तो लिखेगा नहीं वो ब्लॉग, ठीक है, ऑटोमेटिकली वेबसाइट तो लिख नहीं देगी, ब्लॉग तो कोई ना कोई पर्सन ही लिखेगा। और जब कभी भी कोई ब्लॉग लिखा जाता है ना तो उसका अपना कोई ना कोई एक्सपर्टाइज जरूर होता है भाई। जैसे मैं एक रीडर की बात करता हूं, मैं नॉर्मली आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे मैं एक रीडर हूं, मैं ब्लॉग्स डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स जो है इंटरनेट के ऊपर, मैं उन ब्लॉग्स को रीड करता हूं। तो आप एक बात बताओ, एक ब्लॉग जिसके नीचे प्रॉपर ऑथर है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उस वाले ब्लॉग को मैं ज्यादा सीरियसली लूंगा, उस वाले ब्लॉग को मैं ज्यादा अच्छे से रीड करूंगा, या उस ब्लॉग को रीड करूंगा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, यहां पर ऑथर ही गायब है। तो डेफिनेटली एज अ यूजर पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो वो कंटेंट, वो ब्लॉग्स, वो आर्टिकल्स जिनके नीचे ऑथर है उनको यूजर भी वैल्यू देते हैं, एज वेल एज ईट के अंदर अगर मैं बात करूं, ईट, ठीक है, ईट कॉन्सेप्ट्स के अंदर बात करूं मैं, जो कि गूगल फॉलो करता है, तो उसके हिसाब से भी गूगल रिकमेंड करता है कि आपका जो ऑथर सेक्शन है वो होना चाहिए। तो जब आप आर्टिकल लिखेंगे या जब आप अपना ब्लॉग लिखेंगे तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एज वेल एज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्लॉग आप लिख रहे हैं ना, जैसे आप लिख रहे हैं लेट्स से एग्जांपल के तौर पे केवल 5 प्लेसेस टू ट्रैवल, मैं यहां पर मेंशन कर दूं, मतलब ब्लॉग का टाइटल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं 5 प्लेसेस टू ट्रैवल इन इंडिया, लेट्स से आप ट्रैवल एजेंसी हैं और आप इस टाइप का ब्लॉग लिख रहे हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपने इसको 1000 वर्ड का लिखा हुआ है ना, तो आप मेक श्योर है जो भी ऑन पेज कि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चेकलिस्ट है, वो आपको यहां पर फॉलो करनी है, जो भी ऑन पेज से रिलेटेड है। अगर आपको इमेजेस लगानी तो आप इमेजेस लगाएं, इमेजेस लगा रहे हैं तो आप ऑल टेक्स्ट लगाएं। तो क्योंकि आप ये कंटेंट लिख रहे हैं और वो एक वेबसाइट के ऊपर जाएगा, तो आप मेक श्योर करेंगे कि जो भी ऑन पेज की गाइडलाइंस है या जो भी ऑन पेज के फैक्टर्स हैं उनको आपको गड़बड़ नहीं करना है, उनके ध्यान में रख के आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी है और अपना कंटेंट जो है वो लिखना है। फाइन। उसके बाद आप कोशिश करें कि आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिले, क्योंकि नो फॉलो बैकलिंक्स तो आपको बहुत सी जगहों से मिल जाएगा। प्रॉब्लम असली आएगी डू फॉलो बैकलिंक्स की। तो अगर आप इतनी मेहनत करके वेबसाइट्स को ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी है, ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढ रहे हैं, तो आप कोशिश करें जब उनसे आप कम्युनिकेशन करेंगे वाया ईमेल वगैरह, तो आप कोशिश करें कि आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल जाए। कई बार जैसे मैंने बताया वेबसाइट्स इस चीज़ के लिए चार्ज भी करती हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है और लोग देते भी हैं, क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी वेबसाइट है और वहाँ से आपको बैकलिंक मिल रहा है तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा और काफ़ी आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांटेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे में अगर कुछ लोगों को कुछ पैसा देने की जरूरत भी पड़ती है तो वो हिचकिचाते नहीं, वो पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक्स सी बात है। अब बात ये आई कि सर मान लेते हैं आपका जो वेबसाइट है, जैसे फर्नीचर वाला आपने एग्जांपल लिया, आपकी फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट है, अब आपको गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट्स ढूंढनी है, तो किस तरीके से आप ढूंढेंगे? तो देखो मैं गूगल के ऑपरेटर्स की हेल्प लेता हूं। आपको क्या करना है, जैसे फर्नीचर है तो मैंने आपको बताया था ना इंटीरियर डिजाइन, आप यहां पर टाइप करो, प्लस मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं जैसे इन टाइटल, और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं राइट फॉर अस। देखो आप कैसे पहचानोगे कि ये वेबसाइट या ये ब्लॉग गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग एक्सेप्ट करता है? तो जरूर उसने अपनी वेबसाइट के किसी पेज के ऊपर राइट फॉर अस, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, एक्सेप्टिंग गेस्ट ब्लॉग्स, इस टाइप की चीजें मेंशन कर रखी होंगे। भाई अगर आपको कोई घर या मकान किराए पर लेना होता है, आप रोड पे जाते हो और देखते हो ये बहुत सारे जो है हाउसेज हैं, घर हैं, और आपको अगर उसे किराए पे लेना है, रेंट पे लेना है, तो आप देखते होगे वहां पर वो एक स्लेट लगा देते हैं या वो मार्क लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर रेंट पे रूम्स अवेलेबल हैं या घर अवेलेबल है ना, रेंट पे अवेलेबल। तो वही चीज यहां पर भी होती है। अगर कोई वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रही है, गेस्ट ब्लॉग्स एक्सेप्ट कर रही है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो गेस्ट पोस्ट या गेस्ट ब्लॉग एक्सेप्ट कर रही है? तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज भी बनाया होगा, उसके अंदर उसने उसकी गाइडलाइंस और वो सारी जो चीजें हैं वो भी वहां पर मेंशन करी होंगी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जिनके इन टाइटल में राइट फॉर अस है, या एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट है, या गेस्ट पोस्ट है, या ब्लॉग पोस्ट है। ये बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट बहुत सारी चीजों को यूज कर सकती हैं, बहुत से तरीकों से ये मेंशन कर सकते हैं कि हम भाई गेस्ट पोस्ट या गेस्ट ब्लॉग जो है वो एक्सेप्ट करें। तो मैंने केवल एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर राइट फॉर अस, आप अपने हिसाब से अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं और मैं इसको सर्च मारता हूँ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो 7420 रिजल्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 7420 रिजल्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं और ये फिल्टर आउट होके आए हुए रिजल्ट्स हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो होम डेकोर का कुछ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग है, राइट फॉर अस होम डेकोर से रिलेटेड है, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। इंटीरियर डिजाइनर राइट फॉर अस अपॉर्चुनिटी, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ।
फाइन, राइट फॉर अस होम डेकोर, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो हु कैन राइट फॉर अस, इन्होंने पूरी गाइडलाइंस जो है वो मेंशन करी हुई है। यहाँ पर टॉपिक सजेशंस फॉर गेस्ट पोस्टिंग, फाइन, हाउस डू इट योर सेल्फ राइट फॉर अस, आर्किटेक्चर, होम इंटीरियर। तो इस कैटेगरी के अंदर, होम इंटीरियर कैटेगरी के अंदर अगर आप जो है फर्नीचर सेल करते हो तो उसके अंदर आप कोई ना कोई ब्लॉग लिख सकते हो। अब आपको बहुत ध्यान से ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके जो ब्लॉग का टॉपिक है वो क्या है। आपके ब्लॉग का टॉपिक भी यूनिक होना चाहिए। अब जो टॉपिक है वो सर्चेबल है या नहीं है, इस सब चीज़ों के लिए आपको टूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, फर्नीचर आइडियाज फॉर होम डेकोर, राइट, या फर्नीचर आइडियाज फॉर ऑफिस, इस टाइप से आपने टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया। तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर कंटेंट लिखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है ना उसकी क्या सर्चेज है। तो ऐसे में आपको जो टूल्स है डिफरेंट, चाहे वो आरएफ्स की बात करें हम लोग, चाहे वो आप नील पटेल के उबर सजेस्ट की बात करें, कोई भी टूल आप यूज कर लें, ठीक है, उस टूल से आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स पहले निकालनी पड़ेगी कि ये जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया है ना इसके सर्च वॉल्यूम वगैरह कितना। अगर आप वहां पर सेटिस्फाई हैं तो प्रॉपर एक आर्टिकल लिखें और उस आर्टिकल को दूसरी दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उन लोगों को उस आर्टिकल को देखे भाई हमने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, नाउ वी वांट टू डू गेस्ट पोस्टिंग ऑन योर वेबसाइट। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं देन वेल एंड फाइन, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं यू कैन मूव फर्दर और दूसरी वेबसाइट्स को आप सर्च करना शुरू कर देंगे। कहीं कहीं आपको रिजेक्शन भी आएंगे, बट और जो रिजेक्शन है उसका मेन रीजन यही होता है कि आपने ऑन पेज वगैरह प्रॉपर नहीं किया या उनकी जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपर नहीं फॉलो करी। तो यहाँ पर आप देख लो जैसे गेस्ट पोस्टिंग गाइडलाइंस मेंशन है, एवरी आर्टिकल शुड बी वेल फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जांपल इफ अ पोस्ट इज रिटन फॉर फर्नीचर इट शुड डिफाइन फर्नीचर ओनली। हाउस इंटीग्रल टीम्स डज नॉट एक्सेप्ट टॉपिक्स दैट आर irrelevant from our blog categories। बात समझ में आती है। We do not entertain any kind of self promotion and we only accept niche blogs that provide knowledge to the audience. It should not be manipulative and wrong information। ठीक है, पता चला फैक्चुअली ही आपने कोई चीज गलत कर दी, वो तो गड़बड़ी है। The number of words in an article must be more than 800 words। ठीक है, आर्टिकल रेंज should be from 800 to 2000 words. The blog should be written only after proper research and development as we do not entertain any kind of a wrong information। सही है, we only accept 10% plagiarism, मतलब कॉपी पेस्ट करके नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। If the writer is using someone's content, the writer should mention the source website। कहीं कहीं अगर आपने अपने ब्लॉग में किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट को यूज किया, इन दैट केस आप वहां पर सोर्स को भी मेंशन करें, ठीक है। ये सारी अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो हैं। We do accept post with one or more than one backlinks, but it should not redirect to one of our competitors। बात समझ में आई? We do accept backlinks that redirect the writer's websites or the sales page. Do not forget to mention meta description and it should be SEO friendly blog. Use keywords properly to gain heavy traffic. Kindly value this guideline from a बिजनेस पर्सपेक्टिव। सही है, बाकी सारा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आप इनके जो ईमेल वगैरह दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम दूसरे पे आ जाएं, दूसरा राइट फॉर अस, ठीक है, तो यू कैन राइट फॉर अस ऑन दीज टॉपिक्स। इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इन्होंने भी 800 वर्ड्स। वी अलाउ 1 लिंक पर पोस्ट। कहीं पर इन्होंने उसका नेचर नहीं लिखा हुआ है कि हम किस टाइप का जो बैकलिंक है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बल्कि इन्होंने अपना जो ट्रैफिक है उसकी भी डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी भी, और जो भी थोड़े से एसईओ रिलेटेड मैट्रिसेस हैं उनकी भी इन्होंने इनसाइट्स यहाँ पर दे रखी है। तो ठीक है, काफ़ी ओपन होकर ये काम कर रहे हैं, फाइन। उसके बाद अगर हम एक और वेबसाइट के ऊपर आ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप देखोगे उसी टाइप से You get a do follow backlink on your brand or personal name to the home, no keywords allowed. You become a trusted advisor on your topic। ठीक है, तो एक और चीज मैंने यहाँ पर देखी। अब यहाँ पर भी आप देखो फॉर डू फॉलो बैकलिंक एंड स्पॉन्सर्ड पोस्ट कॉन्टेक्ट दिस। तो मे बी यहाँ पर जो है वो पैसे की बात करें। तो इस टाइप से आपको इनकी गाइडलाइंस वगैरह को प्रॉपरली देख लेना है। बहुत टफ नहीं है रिलेवेंट गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स को ढूंढना, बट ये मान के चलिए ये उतनी आसान टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रेटजी नहीं है जितना आप समझते हो कि आपने सोचा कि बस हम गए यहाँ पर और हमें एक बैकलिंक उठाना है और हमने ड्रॉप कर दिया, काम हो गया। नहीं, ये आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यूएबल बैकलिंक्स मिलेंगे। वरना डायरेक्टली सबमिशन आप वो कर सकते हो बट कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जो है कमेंट बैकलिंक्स आप वो कर सकते हो, कोई वैल्यू नहीं। आप बिना मतलब उसको करोगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगी और कोई वैल्यू उससे आपको मिलने वाली नहीं। मतलब एज सच बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कोई वैल्यू नहीं, वो स्पैम टाइप की चीज़ें। यहाँ पर थोड़े से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चलिए मैं कुछ और निश भी यहाँ से एक बार उठा के देखते हैं हम लोग। जैसे मैं फिटनेस के ऊपर जाता हूँ यहाँ से, तो फिटनेस से रिलेटेड 2970 रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ठीक है, राइट फॉर अस पे मैं चला गया। अब अच्छा, राइट फॉर अस को मैं यहाँ पर जैसे गेस्ट ब्लॉग जो है वो मैं डालना चाहूँ तो वो भी मैं डाल दूंगा। यहाँ पर 11,000 से
ज़्यादा जो रिजल्ट है मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो टेंड टू रीड मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से। ठीक है, तो हेल्थ गेस्ट पोस्ट साइट्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो अच्छा इन्होंने तो एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज नॉट एक्चुअली वो वेबसाइट जो ब्लॉग्स को एक्सेप्ट करे, वो पूरा प्रॉपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये हैं healthgardeners.com जो एक्सेप्ट करें, इन्होंने पूरा बताया कि प्लेगरिज्म की हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एवरीथिंग इज हेयर, राइट। तो सारे इनके डिटेल्स होंगी यहाँ पर, आप देख सकते हो कि इनकी क्या पॉलिसीज वगैरह होंगी और ये किस टाइप के बैकलिंक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस आपको यही करना है कि सिंपली आपको अपनी निश डालनी है, यहाँ पर आपको इन टाइटल गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग ये सब चीज़ें डालनी है, और उसके बाद आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ज़रूर ले लें। जैसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप उस वेबसाइट की इनसाइट्स ले लें, अगर आपके पास कोई पेड टूल है तो उसमें भी डालकर इस वेबसाइट की थोड़ी बहुत आप इनसाइट्स ले सकते हैं कि इस वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, कितने बैकलिंक्स हैं अभी इसके ऊपर, ठीक है, किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट रैंक हो रही है, तो थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक वगैरह का आइडिया हो जाएगा। बट जनरली ये वेबसाइट्स उतनी गड़बड़ होती नहीं है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ठीक ठाक वेबसाइट है, और अगर हमें यहाँ से बैकलिंक मिलेगा तो वो वैल्यूएबल होगा। वैसे मॉज की मेट्रिक को मैं इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, बट बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो उसका डीएपीए आप फॉलो कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि डीएपीए आपकी जो वेबसाइट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो। ठीक है, वैसे अगर स्टैंडर्ड की बात करूं तो एनीथिंग अबव 30 विद रिस्पेक्ट टू डीए एंड पीए इज फाइन, आप वहां से बैकलिंक ले सकते हो। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जरूर मेक श्योर करो कि जिस भी पेज के लिए आप बैकलिंक ले रहे हो, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट का जो डीएपीए है वो हमेशा थोड़ा सा कम हो जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हो उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर किसी वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हो उसका अगर डीएपीए अच्छा है, उसका डीएपीए हाई है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि ये गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और किस टाइप से गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स मिलती हैं। इसके बाद आप कोई भी बैकलिंक बनाते हो उसका आपको एक डेटाबेस भी क्रिएट करना होता है, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सारे बैकलिंक्स का जो डेटाबेस है वो आप किस तरीके से क्रिएट करते हो, उसमें जो क्लाइंट को आप शेयर करते हो या नहीं करते हो, क्या क्या चीज़ें क्लाइंट को शेयर करी जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप ये समझें कि गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब क्या है और किस टाइप से गेस्ट ब्लॉगिंग की हेल्प से जो बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। गाइस, जब हम बैकलिंक्स क्रिएशन की बात करते हैं, हमें पता है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग अपनी वेबसाइट या वेब पेज के लिए जो बैकलिंक्स है उनको क्रिएट करते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है आर्टिकल सबमिशन का तरीका। काफी पॉपुलर तरीका है ये, और डू फॉलो और नो फॉलो दोनों ही तरीके के बैकलिंक्स हमें यहां से मिलते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है कि किस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर जो है हम लोग आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं। अब सबसे पहले आर्टिकल सबमिशन का मतलब समझते हैं और उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं आर्टिकल सबमिशन का मतलब क्या होता है। देखो, आर्टिकल बोलें या हम ब्लॉग बोलें, जैसे अगर हमारी कोई वेबसाइट है, लेट से अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने की वेबसाइट है और उसके लिए हम एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल, तो जो हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हम एक आर्टिकल लिखेंगे या हम एक ब्लॉग लिखेंगे जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड होगा। हम ये मान के चल सकते हैं कि हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के ऊपर एक ब्लॉग लिख सकते हैं, कंटेंट बेसिकली आर्टिकल हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूचर के ऊपर, ठीक है, एक ब्लॉग लिख सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट टॉपिक्स जिनको हम पिक कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम एक जो है परफेक्ट जो आर्टिकल है वो लिखेंगे। जब हम अपना आर्टिकल लिख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी ऐसी आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करती हैं। वो बोलती हैं कि आप आर्टिकल्स जो है वो लिखें और हमारी वेबसाइट के ऊपर आप उन आर्टिकल्स को सबमिट करें। अब ध्यान देना, आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल वैसी ही चीज है जैसा हम लोग जो है हमारी गेस्ट ब्लॉगिंग में करते हैं। नहीं, गेस्ट ब्लॉगिंग में वेबसाइट्स होती थी जहां पर आप अपना ब्लॉग जो है वो सबमिट करते थे जाकर। वो वेबसाइट्स होती थी या वो ब्लॉग्स होते थे जहां पर आप अपना ब्लॉग जो है वो सबमिट करते थे, जो विन विन सिचुएशन होती थी। आपको बैकलिंक मिल जाता था, उनको एक कंटेंट मिल जाता था इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग। पर जब मैं आर्टिकल सबमिशन की बात कर रहा हूं तो आर्टिकल सबमिशन में जो आपका आर्टिकल सबमिट होता है वो ब्लॉग्स के ऊपर नहीं सबमिट होता है, वो आर्टिकल डायरेक्टरीज हैं। मतलब ऐसी वेबसाइट्स जो बहुत से तरीके के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, हर तरीके के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करें। मतलब वो फैशन से रिलेटेड भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी, कॉलेज से रिलेटेड भी, लेट्स से म्यूजिक से रिलेटेड भी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी, हर टाइप के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो बेसिकली वो
कोई स्पेसिफिक निश का ब्लॉग नहीं हुआ, जैसा कि हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग में करते थे। गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या करते थे, अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो हम ऐसे ब्लॉग को ढूंढते थे जो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड लिख रहे हैं, और वहां पर फिर हम अपना ब्लॉग जो है वो सबमिट करते थे, गेस्ट ब्लॉग सबमिट करते थे, और फिर वहां से हम बैकलिंक लेते हैं। बट यहां पर आर्टिकल सबमिशन की जो वेबसाइट्स हैं बेसिकली वो डायरेक्टरीज ही हैं, वो आर्टिकल्स ही एक्सेप्ट करती है और हर निश के आर्टिकल्स एक्सेप्ट करती है। मतलब आपकी एक समस्या का सॉल्यूशन हो गया कि आपको अब ये नहीं चेक करना है कि भाई ये वाली वेबसाइट ना हमारे टाइप के आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जो आर्टिकल सबमिशन वाली वेबसाइट्स होती हैं, जो आर्टिकल्स एक्सेप्ट करने वाली वेबसाइट्स होती है, टू बी वेरी प्रिसाइज, जैसे मैंने बताया डायरेक्टरी हैं, वो आर्टिकल डायरेक्टरीज ही हैं। और अगर मैं टेक्निकल सही शब्दों में बोलना चाहूं तो आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन ही ये प्रोसेस का नाम होना चाहिए, बट लोग उसको आर्टिकल सबमिशन बोलते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, बट टेक्निकली आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। तो ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो हर तरीके के जो आर्टिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं। अब हमें जो आर्टिकल लिखना है वो किस तरीके का होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली उसको हम किस तरीके से सबमिट करेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक डेमो आर्टिकल है, देखो। तो सबसे पहले आप देखो यहां पर मैंने टॉपिक लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया। इसके अराउंड हम लोगों ने यहां पर एक कुछ इंट्रोडक्शन वाला कॉन्टेंट लिखा हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी हमारे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है उनको मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है, हेडिंग है, फिर उससे रिलेटेड कंटेंट है, फिर हेडिंग है, मतलब प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं आपको जब आपके वेब पेजेस का ऑन पेज सिखा रहा था कि उसमें हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, प्रॉपर H1 देना है, प्रॉपर H2 देना है, ठीक है, जिस चीज को बोल्ड करना है हमें उसे बोल्ड करना है। तो उस तरीके से हमने पूरा प्रॉपर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मेंशन किया हुआ है। अब इसमें एक चीज है जो बहुत ध्यान देने वाली है, देखो जब कभी भी आप आर्टिकल लिखो उसका इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, और उसके नीचे वहां पर कंक्लूजन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑथर की जो प्रोफाइल है वो भी होती है, ठीक है। जैसे मैं अपनी अगर प्रोफाइल लिखना चाहूँ, उमर तस्कीर, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा उमर तस्कीर इज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, हैविंग 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं लिख सकता हूं। तो जो भी ऑथर होगा उसकी आपको यहां पर बायो या जो प्रोफाइल है वो यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइप की प्रोफाइल होगी, 2-3 लाइन आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना वो ऑथर ही लिखेगा, कोई पर्सन ही लिखेगा। ऐसा नहीं कि आर्टिकल अपने आप वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो जहां कहीं पर भी आप आर्टिकल सबमिट करोगे, आप देखोगे वहां पर आपको ऑथर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। अब ये हमारा आर्टिकल हो गया जो प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है। अब आर्टिकल के बीच में हमें बैकलिंक बनाना है, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से समझो, कुछ आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स आपको आर्टिकल के बीच में डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं देती हैं, बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बीच में आपको डू फॉलो बैकलिंक्स दे देती हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको यहां पर जो आप ऑथर प्रोफाइल बनाते हो इसके बीच में अगर आप बैकलिंक्स यहां से लेते हो तो यहां से वो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स दे देती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप की आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन वाली वेबसाइट के ऊपर गए हो और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उस चीज को ध्यान में रख के आप थोड़ा सा ट्वीक बैकलिंक में कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स के ऊपर। तो गाइज अगर आप गूगल पे भी जाओगे ना नॉर्मली, और गूगल पे जाने के बाद आप यहां पर आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स अगर आप मेंशन करोगे तो आप देखोगे आपको बहुत सारी आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स दिख जाएंगी, बहुत सारी आपको वेबसाइट्स दिख जाएंगी। उन्हीं वेबसाइट्स में से मैंने एक जो वेबसाइट है वो यहां पर निकाली हुई है, जैसे आप देख रहे हो, ये एक सुपर आर्टिकल नाम से एक वेबसाइट है। अब जो मैं आपको बता रहा था ये बेसिकली एक आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट है। तो आप लेफ्ट में देखो, यहां पर देख रहे हो आप, ये सब आपको जिस भी कैटेगरीज के अंदर आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो सारी कैटेगरीज आपको यहां पर दिख रही है। हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स से अगर हमारी कैटेगरी इंटरनेट होगी तो उसके अंदर हम लोग आर्टिकल्स लिख लेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सबमिट आर्टिकल्स के ऊपर जाओगे तो यहां पर देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन हूं, मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो बना रखी है, इसलिए मुझे इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा है। अगर मैं यहां से लॉग आउट कर जाऊं तो मैं नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। और अब मैं अगर सबमिट आर्टिकल करता हूं तो यहां पर देखो ये मुझे लॉगिन करने को प्रॉम्प्ट कर रहा है, या फिर मुझे ये बोल रहा है कि अगर आप नए ऑथर हो तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन करो। फाइन, तो गाइस यहां पर मैं अपना ऑथर नेम रख दूंगा। देखो ये सारी चीजें आप जेन्युइन ही रखो, वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना तो आप उनसे बोलो कि आप हमें अपना नाम दो, ईमेल एड्रेस दो, प्रॉपर, ये सारी चीजें जेन्युइन होनी चाहिए। अदरवाइज हाई चांसेस हैं कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको अप्रूवल ना दें और आप
का जो प्रोफाइल है वो ही ना यहाँ पर बन पाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो ऑथर का नेम आप रखेंगे, रियल नेम, जैसे मैं उमर तस्कीर रखना चाहूँ। ईमेल एड्रेस अगर मेरे को अपना रखना है तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस रख दूंगा, वैसे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ बट मैं आपको केवल बताने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कर देंगे। हमें अपना पासवर्ड रखना है, वेरीफाई करना है, कंट्री रखना है, बिजनेस की अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो वेल एंड फाइन, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा जो ऑथर बायो होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, अपनी फोटो लगा देंगे, आई एम नॉट रोबोट, दैट्स इट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जो भी ईमेल आप यहाँ पर भेजोगे उसके ऊपर एक कंफर्मेशन के रिलेटेड, वेरिफिकेशन के रिलेटेड एक ईमेल जाएगा, ठीक है। और वहां से फिर आप कंफर्म करके फिर आप यहां पर जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अब सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं लॉगिन करने का। फाइन, मैं एक बार क्विकली यहां से लॉगिन कर लेता हूं। तो अब मैंने देखो यहां पर लॉगिन कर लिया है, तो अब मेरी प्रोफाइल यहां पर ओपन हो गई है, ठीक है। अगर मैं कोई आर्टिकल्स वगैरह लिख चुका होता तो यहां पर मैनेज आर्टिकल्स के अंदर दिखता, बट मुझे क्या करना है, सबमिट करना है आर्टिकल्स। अब यहां से ध्यान देने वाली चीज है कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो आप देखो प्लीज चूज अ कैटेगरी आपको दिख रही है। अब यहां से आप अपनी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो हमें जैसे इंटरनेट अगर सेलेक्ट करना है, इंटरनेट या ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग, तो मैं इंटरनेट मार्केटिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हमारे आर्टिकल का क्या टाइटल है वो हमें सेलेक्ट करना है, तो वो तो हमने यहाँ पर लिखा ही हुआ था। तो मैं यहाँ से टाइटल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आर्टिकल की समरी, मतलब आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी हाईलाइट्स टाइप की, आर्टिकल किस बारे में, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं 2 लाइनें यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। 300 कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसे इसको इतना कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ पर मैं एक टाइप से समरी टाइप से लिख दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप लिख दोगे यहाँ पर। जैसे अगर आपका कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग था तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज था तो वो हम लिख देंगे। देन कम्स द आर्टिकल का बॉडी वाला पार्ट, तो आप यहाँ से आर्टिकल्स का जो बॉडी है पूरी वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कंक्लूजन तक, ठीक है। ऑथर हमें यहाँ नहीं कॉपी करना है, कंक्लूजन तक मैं कॉपी कर लूँगा और वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। कहीं पर बोल्ड करना है अगर आपको, कहीं पर अंडरलाइन करना है वो आप कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, लिंक्स इन द आर्टिकल बॉडी आर नॉट डू फॉलो, यू कैन ऐड डू फॉलो लिंक्स इन योर ऑथर सिग्नेचर। तो यहाँ पर जो आप अपनी ऑथर सिग्नेचर मेंशन करेंगे, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, तो यहाँ पर देखो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा एंकर टेक्स्ट है और इससे मुझे बैकलिंक चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर देखो लिंक का सिंबल है, इसको आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और लिंक का आप जो यूआरएल है वो कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद सिंपली आपको इंसर्ट कर देना है। टारगेट में यहाँ पर मतलब कोई इस पर क्लिक करे तो नए विंडो में खुले या सेम विंडो में खुल जाए, तो मैं नए विंडो में जनरली ओपन करता हूं। तो आप यहां से ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सिंपली आप इंसर्ट कर देंगे। तो आपका जो एक डू फॉलो बैकलिंक है वो यहाँ पर ऑथर सिग्नेचर या जो ऑथर की बायो होती है उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक तरीके से। तो इस टाइप से आप अपने आर्टिकल सबमिशन की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक वेबसाइट के ऊपर बताया, जनरली जितनी भी आप आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स देखेंगे उन सभी वेबसाइट्स के ऊपर आपको इसी टाइप की जो प्रोसेस है वो करनी है। अब सवाल ये आता है सर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, क्या मैं ये डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके की डुप्लीकेसी है। देखो अगर एक ही आर्टिकल्स को आप 2 डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डालते हो तो 2 डिफरेंट डोमेन से 2 डिफरेंट पेजेस के यूआरएल बन जाएंगे। अब 2 डिफरेंट पेजेस के यूआरएल बन गए, कंटेंट उनके ऊपर सेम है, तो गूगल इसको किस तरीके से कंसीडर करेगा? एक तरीके से वो इसको कॉपीड कंटेंट कंसीडर करेगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, आप यूनिक आर्टिकल्स ही लिखें, सही तरीका यही है। यहां पर दूसरा सवाल ये भी आता है कि क्या हम सर एआई से जो कंटेंट है वो जनरेट कर लें और उसके बाद उसको यहां पर पुट कर दे? देखो एआई से अगर आप जनरेट कर रहे हो ठीक है, बट आप देख लो कि वो एआई भी नेचुरल हो और प्लेगरिज्म वगैरह ना हो। वैसे एआई में नहीं होगा, अगर एआई टूल्स की हेल्प से आप कर रहे हो तो प्लेगरिज्म वगैरह नहीं होगा, बट फिर भी आप ध्यान रखो कि वो नेचुरल तरीके से दिखे। और अगर एआई से आप जनरेट करो तो उससे केवल आप थोड़ी बहुत हेल्प लो, ये नहीं है कि पूरा का पूरा आर्टिकल आपने उसी से जो है लिख दिया। अब आप बोलोगे ये तो फिर थोड़ी सी जो है काम करने वाली प्रोसेस है। हाँ भाई बिल्कुल काम करने वाली प्रोसेस है। अगर आपको आर्टिकल सबमिशंस करने हैं, आर्टिकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल्स डालने हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स लेने हैं, तो आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आर्टिकल अगर आप अच्छा लिखोगे तो अच्छी बात है, और अगर आप उसको ठीक तरीके से नहीं लिखोगे तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा। फिर आप बोलोगे हमें अच्छा बैकलिंक नहीं मिल रहा है, वैल्यूएबल बैकलिंक नहीं मिल रहा है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सारी चीजें आपको ठीक तरीके से करनी। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई। कुछ 1-2 पॉइंट्स मैंने और स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मैं आपको बता दूं देता हूं,
ठीक है, चूज टॉपिक ऑफ योर आर्टिकल। तो स्टार्टिंग में ही आपको आपकी निश से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, आपके क्लाइंट की वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो चूज कर लेने चाहिए। मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं जो है वो डॉक बना लेता हूँ, एक प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, और उसमें जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो लिखते जाते हैं, और हमारे जो कंटेंट राइटर्स हैं वो फटाफट उसके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरली शॉर्टेज नहीं होता है। क्रिएट यूनिक आर्टिकल विद ऑल ऑन पेज गाइडलाइंस, जो मैंने आपको बताया कि ये जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप मेक श्योर करो कि इसका भी आपको प्रॉपर एसईओ करना है। आप समझ के चलो कि ये आर्टिकल आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और उस तरीके से आपको इसको परफेक्टली सही लिखना है। ठीक है, ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैं रिकमेंड करूंगा 800 प्लस वर्ड्स तो होने ही चाहिए। ये चीजें हैं। उसके बाद जब आपका आर्टिकल यहां पर सबमिट होता है तो आपको कोई लिंक मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपका आर्टिकल तुरंत ना सबमिट हो, और जनरली यही होता है कि तुरंत नहीं सबमिट होगा। और अगर आप यहां पर देखोगे भी तो इन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है यहां पर कि हमें कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, जनरली हर वेबसाइट पे होता है। देखो, वी ओनली पब्लिश यूनिक एंड वेल रिटन पोस्ट, योर पोस्ट मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड एल्सवेयर, our editors manually check each post depending upon the queue size. Sometimes it may take up to 24 to 48 hours to review your post excluding weekends. तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसका आपको डेटाबेस भी बनाना पड़ता है। मतलब आपने कहाँ आर्टिकल सबमिशंस किए हैं उसके लिंक का आपको एक डेटाबेस भी बनाना पड़ता है। तो आपको कुछ इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो बना के रखना पड़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, आज की डेट हम डाल देते हैं। ठीक है, और किस वेबसाइट के ऊपर हमने आर्टिकल सबमिट किया है वो हम यहाँ से मेंशन कर लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर किया हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। इस वेबसाइट का DAPA कितना है वो आप मॉस से निकाल के कर लेंगे। जो आपका लिंक जनरेट होगा आर्टिकल का वो आप यहाँ पर पेश करेंगे। क्या आपका टारगेटेड कीवर्ड था या एंकर टेक्स्ट क्या था वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जो मैंने शुरुआत में प्रोफाइल बनाई थी उसका यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और आपके लिंक का स्टेटस क्या है, वो लाइव हो चुका है आपका लिंक या अभी लाइव नहीं हुआ है या डिसअप्रूव हो गया, जो भी आपका स्टेटस है दैट यू कैन पुट ओवर हियर। तो ये यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, कि जो भी आप ईमेल आईडी भी अगर कोई यूज कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो मैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ईमेल आईडी। ठीक है, अब ये सारी चीजें आर्टिकल सबमिशन में होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम उस टाइप की वेबसाइट्स के लिए जो ऑप्शन है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, वहां पर यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा। तो ये एक टाइप का फॉर्मेट है जिसके बेसिस पर आपने जो भी बैकलिंक्स बनाए हैं उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सारी डेटा पॉपुलेट हो जाएगी, और फिर एक फाइनल मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा बैकलिंक्स की एक्चुअल जो रिपोर्ट या फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा रिपोर्ट या फॉर्मेट है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, तो एक एक चीज का ही केवल हम लोग देख रहे हैं कि किस टाइप से आप उसका डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर करते हैं, किस टाइप के उसके रिकॉर्ड्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी टीम काम कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को यहां पर सेव करके रखें अपने पास, ताकि भविष्य में आप उसको रेफर कर सके जरूरत पड़ने पर। दोस्तों, आशा करता हूं आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। सोशल बुकमार्किंग टेक्निक, सोशल बुकमार्किंग को यूज करके किस टाइप से हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहां पर देखेंगे। बट उससे पहले एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि आखिर सोशल बुकमार्किंग का मतलब क्या है। ये जो शब्द है सोशल बुकमार्किंग, इसको हम किस तरीके से समझते हैं। तो देखो, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। यहां पर देखो, मैं आ चुका हूं गूगल के ऊपर, और मैं ये मान के चलता हूं कि ये कोई भी नॉर्मल वेबसाइट है। ऐसा हो सकता है कि मैं किसी भी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहा हूं, और ये उस टाइप की एक नॉर्मल वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं ब्राउज कर रहा था। और अगर अब मुझे इस वेबसाइट का जो लिंक है वो बुकमार्क करके रखना है, यानी कि सेव करके रखना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे क्रोम ब्राउजर में ही सेव करके रखना है तो मैं क्रोम ब्राउजर का एक शॉर्टकट फीचर यूज कर रहा हूं। यहां पर Ctrl+D में डालूंगा और यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे न्यू बुकमार्क टेस्ट। ठीक है, और ये वाला हमारा URL है जिसको हम लोग बुकमार्क कर रहे हैं, तो URL इज google.com। ठीक है, तो न्यू बुकमार्क टेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पर, मैं इसको डन कर दूंगा। तो आप देखो यहां पर एक हमारा बुकमार्क जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो देखो यहां आपको लिंक दिख रहा होगा। इसका मतलब क्रोम में हमारे इस पेज का जो एक लिंक है वो स्टोर है। इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना जो लिंक है वो ड्रॉप कर सकते हैं एज बुकमार्क। मतलब इस बार हम लिंक अपने क्रोम ब्राउजर में नहीं सेव करें, बल्कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे, और उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर हम लोग हमारा जो लिंक है उसको ड्रॉप कर देंगे। अब लिंक का यहां पर मतलब क्या हुआ, जिस भी वेब पेज का या जिस भी वेबसाइट का या जिस भी होम पेज का हम लोग जो है एसईओ कर रहे हैं उसी का तो बैकलिंक हम लोग बनाते हैं, तो उसी का लिंक हम लोग
उन सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स जो हैं, जो साइट्स हैं, उनके ऊपर जाकर हम लोग ड्रॉप कर देंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज विद रिगार्ड्स टू सोशल बुकमार्किंग है, जो कि आप यहां पर भी देख रहे हो, मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, सोशल बुकमार्किंग करने की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट सोशल बुकमार्किंग कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो हम बोलेंगे कि बैकलिंक्स अगर आप इसके थ्रू बना रहे हो तो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही क्वालिटी बैकलिंक्स आपको मिलेंगे। देखो, सोशल बुकमार्किंग एक नॉर्मल सी चीज है कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो और वहां पर आप अपना लिंक जो है ड्रॉप कर देते हो। तो एसईओ की बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से सोशल बुकमार्किंग नहीं आती, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि जैसा मैंने बताया, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं, अपने लिंक ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो बहुत सारी वेबसाइट्स है, वो सभी वेबसाइट्स क्वालिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लो क्वालिटी की वेबसाइट्स हैं। अगर आप वहां से जो बैकलिंक है वो ले रहे हैं, सोशल बुकमार्किंग नेचर का बैकलिंक, तो आपको कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं एज सच। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो टॉप की कुछ सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स हैं, आप उन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक्स को लें। सोशल बुकमार्किंग टाइप ऑफ बैकलिंक्स अगर आप बना रहे हैं तो उन वेबसाइट्स को ढूंढना कोई बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। आप यहां पर जाएं सीधे गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाने के बाद आप यहां पर सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स एंटर कर दें, आपको बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएंगी। देखिए 10 तो आपको यहीं पर दिख रही हैं, 1000 प्लस आपको यहाँ पर दिख रही हैं, 1000 प्लस आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसी वेबसाइट्स दिखेंगी जहां पर सोशल बुकमार्किंग के लिंक्स आप बना सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो आप, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनका इन्होंने डीए भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। बट मैंने देखा है कुछ वेबसाइट्स में आपको जो डीए यहाँ पर देखने को मिलता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता है। तो आप प्लीज जाकर ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो डीए अगर आप यहां पर देखकर किसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाने जा रहे हो तो वो रियल है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी यहां पर जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप सोशल बुकमार्किंग कर सकते हो। मुझे कुछ वेबसाइट दिख रही हैं, जैसे स्कूपिट देख रहे हो, ये काफी फेमस वेबसाइट है, और अगर आप यहां से लेते हो तो आपको एक अच्छा सोशल बुकमार्किंग का बैकलिंक मिलेगा। रेडिट यहां पर दिख रहा है, रेडिट से भी आपको एक बेहतर जो है वो बैकलिंक मिल जाएगा। डिगो से, प्लग से, ठीक है, टम्बलर से, इन सब जगहों से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बैकलिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। तो बहुत सारी यहां पर वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप बैकलिंक्स बना सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, देखो जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है। जैसे मैंने आपको देखते ही बता दिया कि देखो ये वाली एक वेबसाइट है, एक अच्छी वेबसाइट, इसके ऊपर आप सोशल बुकमार्किंग का बैकलिंक बना सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो अपने लिए इस टाइप की एक लिस्ट बना के रख लेते हैं कि भाई ये मेरी 500 या 250 या 300 सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स है, जो कि अच्छी सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स हैं, और मैं रेगुलर बेसिस पे प्रोजेक्ट करता रहता हूँ। तो मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मैं इन्हीं वेबसाइट्स को यूज करके उसके लिए भी जो बैकलिंक्स है वो बना लूंगा। तो बहुत सारे लोग इस टाइप से सर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने लिए जो है टाइम देकर अपने लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये हमारी सोशल बुकमार्किंग की 200 टॉप वेबसाइट्स हैं जिनका डीए अच्छा है, और जिनके ऊपर अगर हम बैकलिंक्स बनाते हैं किसी भी क्लाइंट का तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस टाइप से वो अपने लिए उस चीज को भी जो है वो सेव करके रख लेते हैं, डेटा बना के रख लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको भी इससे बेनिफिट ही होगा, नुकसान कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि जब कभी आप एसईओ की एक्टिविटीज करते हो या ऑफ पेज एक्टिविटीज करते हो, तो जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसकी आपको डेटा चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सोशल बुकमार्किंग का सीरियल नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो हमारी डेट है वो आ जाएगी, जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो किस वेबसाइट के ऊपर हम सोशल बुकमार्किंग कर रहे हैं, उसका डीए क्या है, उसका पीए क्या है। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिन वेबसाइट्स में लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो ईमेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और जो आप लिंक क्रिएट करोगे, जो आप सोशल बुकमार्क बनाओगे, वो लिंक यहाँ पर आप डालोगे, किस कीवर्ड को टारगेट किया और वो लिंक पब्लिश हुआ या नहीं। तो इस टाइप से जो है आप अपना डेटाबेस मैनेज करोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे, और डेटाबेस काफी यूजफुल भी होता है। देखो इसी डेटाबेस के बेसिस पर ही आपका क्लाइंट समझता है कि आपने क्या वर्क किया, इसी डेटाबेस के बेसिस पर आप समझते हो कि आपकी टीम क्वालिटी वर्क कर रही है या नहीं, इसी डेटाबेस के बेसिस पर आप ये ट्रैक बैक कर पाते हो कि हमारे बैकलिंक्स कहां कहां बने हुए। क्योंकि इस बात को भी आप समझने की कोशिश करो कि जब हम बैकलिंक्स की बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे बैकलिंक्स हमेशा यूनिक डोमेन्स पे बने। यूनिक डोमेन्स मतलब अगर आप एक बार a.com के ऊपर बैकलिंक बना चुके हो तो फिर आपको b.com c.com ढूंढना चाहिए, दोबारा आप a.com के ऊपर बैकलिंक्स ना बनाए तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा यूनिक डोमेन्स होंगे उतना जो आपकी बैकलिंक की प्रोफाइल है वो उतनी सॉलिड होगी। तो
अब आप ये चेक कैसे करोगे कि मैंने पहले जो बैकलिंक है वो बनाए हैं a.com पे या नहीं बनाए, तो आपको याद तो रहेगा नहीं कि भाई मैंने a.com के ऊपर बैकलिंक बनाया। तो आप यहां पर आकर कंट्रोल F करके वो सर्च भी कर सकते हो कि मैंने वहां पर कोई बैकलिंक बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, बनाए हुए हैं तो कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। तो वो डेटाबेस अगर आपके पास होगा तो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातचीत हो गई, कॉन्सेप्ट्स को समझने वाली बातचीत हो गई कि सोशल बुकमार्किंग होते क्या है, किस टाइप से डेटाबेस बनाना है, किस टाइप से हम वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हैं। अब शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो देखिए सारी चीजें आपको पकी पकाई नहीं मिलेगी, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको अपना जो है साइट्स की लिस्ट बनानी है तो आपको, जब आप 1-2 प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ना, उसी वक्त जो आप क्वालिटी की वेबसाइट्स सेलेक्ट करेंगे, सोशल बुकमार्किंग की बात कर लेते हैं। सोशल बुकमार्किंग की जो आप क्वालिटी वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं वेबसाइट्स को आप अपने शीट में सेव करते जाइए, उसकी डेटा बनाते जाइए कि ये सारी हमारी क्वालिटी वेबसाइट्स हैं। भविष्य में भी अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम यहीं से यूज करेंगे, है ना। अदरवाइज आपको इंटरनेट के ऊपर बार बार इस टाइप से सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स या वो सब चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कुछ यहाँ पर अच्छी सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट्स भी बताई थी मैंने यहाँ पर, तो उसी में से मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए टम्बलर के ऊपर ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। टम्बलर इज वेरी गुड वेबसाइट, ठीक है। अनदर वन इज स्कूपिट, मैं चाहूँ तो और मैं भी अभी लॉगिन करके मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट ठीक है, 2 से आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें सोशल बुकमार्किंग का लिंक बनाना है, तो हमें क्या करना है, हमें लिंक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपका जो भी यूआरएल है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं अपना कोई यूआरएल यहाँ पर एक तरीके से पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस यूआरएल को डालोगे यहां पर, तो उस यूआरएल के बेसिस पर ऑलरेडी यहां पर आपको कुछ कंटेंट दिख जाएगा, ठीक है। अगर ये यूआरएल किसी पेज का होता, लेट्स से मैं यहां indiatimes.com के ऊपर आ जाता हूं, ठीक है, क्योंकि umardaskir.com के ऊपर अभी तो कोई डेटा है नहीं, तो इसलिए यहां पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है। वहीं पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और यहां पर indiatimes.com का लूं, तो देख रहे हो आप यहां पर आपको प्रॉपर जो है ना चीजें दिख जाएंगी, आपको टाइटल दिख जाएगा, यहाँ पर आपको बैनर इमेज भी आ जाएगी और यहाँ पर आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर पेज के लिए बैकलिंक बनाना होता, तो वो आप देख रहे हो यहाँ पर कि हम लोग इस पर्टिकुलर पेज के लिए यहाँ पर बैकलिंक जो हम अपना बना रहे हैं, हम अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली 2-3 लाइंस विच आर रिलेटेड टू द पेज फॉर विच यू आर क्रिएटिंग बैकलिंक्स, और यहाँ पर टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने पेज के अकॉर्डिंग जो टैग्स हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। आप देखो यहाँ पर, तो आपकी यहाँ पर ये पोस्ट हो गई। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, सो दिस इज एक्चुअली योर पोस्ट। तो आप अगर यहाँ पर जाओगे ना, तो आप यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हैं, दिस इज द लिंक, ठीक है। और मैं अगर इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो आप देखो ये वो आपका लिंक है, ये वो आपका बैकलिंक का सोर्स है। तो आप इसको कॉपी मारोगे यहाँ से और यहाँ पर आ जाओगे और ये लिंक आप यहाँ पर मेंशन करोगे, एंड द कीवर्ड्स दैट यू आर टारगेटिंग वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। जो आपका स्टेटस है, अगर ये पब्लिश हो चुका है, यू विल गो अहेड एंड मेंशन इट ओवर हियर। और जो मैंने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए टम्बलर में जो यूजर नेम पासवर्ड यूज किया था, जो ईमेल यूज किया था, यू कैन पुट दैट थिंग ओवर हियर। तो इस टाइप से आप सोशल बुकमार्किंग का एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं और उसका जो डेटाबेस आपको क्रिएट करना है वो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी वेबसाइट थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, स्कूपिट को, ठीक है। तो स्कूपिट पे भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आप पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू स्कूप आपको दिख रहा है। आप रीड पे भी जाओगे तो भी यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, देखो पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू स्कूप। तो मैं यहाँ पर भी जो हमारा इंडिया टाइम्स का लिंक था आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और हम लोग उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उस लिंक को, ठीक है। और मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये भी लिंक के बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको फर्दर कुछ एडिट करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड एंड एडिट इट। अदरवाइज आप यहाँ पर सिंपली टैग्स मेंशन कर देंगे, काइंड ऑफ हैशटैग्स या काइंड ऑफ टर्म्स जिससे रिलेटेड आपका ये पेज है, और आपका लिंक यहाँ बन गया। मतलब ये मत सोचें आप कि आपको यहाँ पर फिर से कोई बैकलिंक बनाना है, नहीं, जो लिंक आप पेस्ट करते हो ना यहाँ पर, वही आपका बैकलिंक की तरीके से एक्ट होता है। तो अगर मैं एडिट मोड पे जाऊं तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें एडिट करने का भी ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपको एडिट करने की जरूरत है, यू कैन एडिट इट। आपको इमेज वगैरह चेंज करने की जरूरत है, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट लिंक विल रिमेन सेम। यू कैन गो अहेड एंड पब्लिश इट और उसी तरीके से आप वहां से लिंक ले लोगे और वो जाकर अपनी डेटाबेस में सेव कर दोगे। तो ये मैंने कुछ आपको वेबसाइट्स बताई जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, इनका DAPA भी अच्छा है, और अगर आप देखोगे तो इन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे तो इन वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे भी अच्छा ट्रैफिक आ सकता है। तो दीज वेबसाइट्स आर गुड सोर्स ऑफ क्रिएटिंग सोशल बुकमार्किंग टाइप ऑफ बैकलिंक्स। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
हम लोग देखने वाले हैं कि डायरेक्टरी सबमिशंस किस तरीके से किया जाता है, बट उससे जरूरी जो चीज है वो ये है कि क्या डायरेक्टरी सबमिशन आज के टाइम में एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रेटजी है। क्या गूगल इसको कंसीडर करता है? क्या हमें डायरेक्टरी सबमिशंस करने चाहिए? क्या हमारी ये वेबसाइट के लिए फायदेमंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस। आज के टाइम में डायरेक्टरी सबमिशन की जीरो वैल्यू है। आप अगर मेरे से 100 बार भी पूछोगे ना तो मैं 200 बार इस बात का रिप्लाई करूंगा कि आज के टाइम में डायरेक्टरी सबमिशन की वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो है। बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी आपको बोलते हैं कि डायरेक्टरी सबमिशंस की कुछ वैल्यू है, बट मैं थोड़ा सा वहां पर डिसएग्री करता हूं। और उसके पीछे जो रीजन है वो ये है क्योंकि गूगल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये कहता है कि हम डायरेक्टरी सबमिशंस को कोई वेटेज नहीं देते हैं। अगर गूगल ये बात कह रहा है तो फिर मैं फर्दर किसी बहस में जाता नहीं हूं कि डायरेक्टरी सबमिशंस की वैल्यू होती या नहीं होती। भाई हमारे पास बहुत सारे दूसरे तरीके जिनके थ्रू हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं, तो मैं उस तरफ जाऊं ही क्यों कि डायरेक्टरी सबमिशन टाइप ऑफ बैकलिंक्स मुझे बनाने चाहिए। गूगल कह रहा है डायरेक्टरी सबमिशन की कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी वेटेज है, इसकी वैल्यू है, तो मैं बना के देखता हूं। मैं नहीं बनाता हूं। अगर गूगल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया तो फिर मैं नहीं बनाता हूं। मेरे पास दूसरे बहुत सारे तरीके हैं बैकलिंक्स बनाने के, उनके ऊपर हम लोग काम कर लेंगे। बट आज भी बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टरी सबमिशंस करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। मेरी अगर माने तो मैं डायरेक्टरी सबमिशंस को 100% अवॉइड करता हूं। अब जो आज के टाइम में भी लोग डायरेक्टरी सबमिशंस कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली आप सबसे पहले समझो कि डायरेक्टरीज का मतलब क्या होता है। डायरेक्टरीज बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए बनाई गई थी जो बिजनेसेस लोकल बिजनेस थे। जैसे अगर कोई मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, लेट्स से वो इंस्टीट्यूट इंडिया में है और जो मैं डायरेक्टरी सबमिशन कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया की किसी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट के ऊपर। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ बिजनेसेस जो हैं वो लिस्टेड हैं। ऐसे में जो हम बात करते हैं रिलेवेंसी की, क्या उस वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है तो क्या कोई रिलेवेंसी होगी? नहीं होगी। अगर उस वेबसाइट से कोई ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो क्या कोई रिलेवेंसी होगी? कोई रिलेवेंसी नहीं होगी। तो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ट्रस्ट फैक्टर को मिस कर रहे हो, यानी कि रिलेवेंसी को मिस कर रहे हो। और अगर मैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूजर भी अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो क्या गारंटी है कि वो कन्वर्ट होगा? क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, वो डायरेक्टरी ऑस्ट्रेलिया की, लेट्स से एग्जांपल मैं केवल ले रहा हूं, और आप जिस बिजनेस को वहां पर प्रमोट कर रहे हो वो जो बिजनेस है वो इंडिया का है। तो लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि डायरेक्टरी सबमिशन आज के टाइम में कोई खास वैल्यू नहीं रखती, बल्कि मेरे हिसाब से तो जीरो वैल्यू रखती है। और अगर आप बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं और सीधे गूगल की बात मानना चाहते हैं तो फिर गूगल की बात मान लीजिए। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, एक रिसेंट यहां पर कोई एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट है जिसमें जॉन मिलर साहब को टैग किया गया। नाउ गूगल गिव एनी वेटेज टू डायरेक्टरी सबमिशंस, आर्टिकल सबमिशंस एंड बुकमार्किंग। यहां पर देखो, those are generally all seen as artificial links and considered against the वेबमास्टर गाइडलाइंस। और मैं अपने भी एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने भी देखा है, मैंने भी इस चीज को फील किया कि डायरेक्टरी सबमिशंस में आज के टाइम में कोई खास जो एडवांटेज है वो नहीं। देखो, ये जो टेक्निक है ना 2006-7 के आसपास की टेक्निक है, 8 के आसपास की टेक्निक है, मतलब 10 साल पहले की टेक्निक है। बट आज के भी टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टरी सबमिशंस बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं उससे भी रिलेटेड यहां पर आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर आप देखो, अकॉर्डिंग टू गूगल डायरेक्टरी सबमिशन हैज नो वैल्यू, और इसके ऊपर मैं 100% एग्री करता हूं। सेकंड इज, जो डायरेक्टरी सबमिशन यूज भी होते थे ना वो वेबसाइट्स को लोकली रैंक करने के लिए यूज होते थे। तो अगर आज भी अगर आपकी वेबसाइट इंडिया की है और आप किसी बहुत ही हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर या हाई अथॉरिटी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाते हो जो इंडिया की वेबसाइट्स है, वहां पर इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, वहां पर इंडिया के बिजनेसेस जो है वो लिस्टेड है, तो वहां से रिलेवेंसी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर कोई ट्रैफिक वहां से आता है तो वो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा। तो डायरेक्टरी सबमिशंस अगर आप कर रहे हो तो लोकेशन का एज वेल एज निश का, दोनों ही चीजों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इट शुड बी निश एंड लोकेशन स्पेसिफिक। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है पिक अ डायरेक्टरी विच हैज लेसर नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो अगर आपको किसी डायरेक्टरी के ऊपर बनाना भी है तो ऐसी डायरेक्टरी आप पिक करो जिसमें जो कैटेगरीज है वो काफी कम हो। ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो ज्यादा डाइवर्सिफाइड वेबसाइट होगी, और ज्यादा डाइवर्सिफाइड वेबसाइट का मतलब ये हो गया कि निश जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो जहां पर भी निश डाइल्यूट हो जाएगी वहां पर आपको रिलेवेंसी वाला जो एडवांटेज है वो नहीं मिलता है। तो आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको लग रहा हो कि सर फिर भी हम बनाएंगे डायरेक्टरी सबमिशन, तो ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि किस टाइप से आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं। देखो, डायरेक्टरी सबमिशन करना या जो ब्लॉग कमेंटिंग टाइप ऑफ बैकलिंक्स होते हैं ये बनाना, ये दोनों ही टाइप ऑफ बैकलिंक्स बनाना बहुत ईजी है।
इसलिए लोग इसके पीछे भागते हैं और बहुत सारे जो बैकलिंक्स हैं वो बना देते हैं। बट इस बात को समझो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर हमारे पास दूसरे तरीके हैं बैकलिंक्स बनाने के, तो हम क्यों इसके पीछे जाएं और क्यों डिबेट करें? मतलब मैं ये मानता हूं, बाकी आपकी मर्जी। तो यहां पर हम लोग सिंपली टाइप कर लेते हैं डायरेक्टरी सबमिशंस, ठीक है, वेबसाइट्स, ठीक है, ये मैं मेंशन करता हूं। बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी जो डायरेक्टरी सबमिशन से रिलेटेड होंगी। तो मैं कोई भी अगर जो लिस्ट है वो ओपन कर लेता हूं, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स होंगी वहां पर। तो यहां पर आप देख रहे हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमें अगर कोई वेबसाइट यहां पर दिख जाती है डायरेक्टरी सबमिशंस की, ठीक है, तो उसको हम लोग पिक कर लेंगे और फिर वहां पर हम लोग जो है वो अपना बैकलिंक जो है वो बनाने का ट्राई करेंगे। फाइन, तो ये देखो यहाँ पर ये हमें डायरेक्टरी सबमिशन की एक वेबसाइट दिख रही है, तो विल कॉपी इट, विल पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। और ये हमारी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट हो गई। फाइन, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख रहे हो कॉर्नर में सबमिट यूआरएल दिख रहा है। इसी टाइप से जिस भी डायरेक्टरी सबमिशन की आप वेबसाइट पे जाओगे, कहीं ना कहीं आपको सबमिट जो यूआरएल है उसका ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं एक और डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ, और अगर आप यहाँ पर भी जाओगे, देखो ये तो सिक्योर भी नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर तो HTTPS वाला भी आपको नहीं दिख रहा है, मतलब SSL सर्टिफिकेट भी इसके ऊपर नहीं है। फाइन, इसको तो मैं ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। फाइन, तो बहुत सारी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स को गूगल ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेनलाइज किया, उनको भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से जो है ना वो बाहर कर दिया है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर डायरेक्टरी फ्री पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डायरेक्टरी फ्री पे, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो सबमिट साइट आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सबमिट यूआरएल या सबमिट लिंक या कुछ भी आपको दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर जो लिंक ड्रॉप करने की बात हो रही है। दूसरी चीज, अगर आपको मॉस का DAPA चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन नहीं लगाया हुआ है, इसलिए मैं आपको वेबसाइट से चेक करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं DAPA चेकर जो है वो मॉस का, उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। वैसे आप जो है मॉस का जो एक्सटेंशन है, मॉस बार जिसको बोलते हैं, मॉस का जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उससे आप बड़ी क्विकली जो है ना इन सब चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू जो डोमेन अथॉरिटी चेक है वो अगर हम करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं इसका करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है, एंड देन वी विल पेस्ट इट ओवर हियर। फाइन, और चेक अथॉरिटी मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ये काम नहीं कर रही वेबसाइट, तो इसको एक बार के लिए हम लोग क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी पेज अथॉरिटी 52 है और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पर 35 दिख रही है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन हमें आज सच चाहिए नहीं, तो हमें पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी दिख रही है। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, बट द पॉइंट इज कि डायरेक्टरी सबमिशन एज अ टेक्निक ही आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो है डायरेक्टरी सबमिशन करना है, तो मैं सबमिट साइट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखो, एक तो आपको ये फीचर्ड लिस्टिंग दिख रही है और आपको एक ये रेगुलर लिस्टिंग दिख रही है। रेगुलर लिस्टिंग इज बेसिकली फ्री और जो फीचर्ड आप देखते हो इट्स बेसिकली पेड, ठीक है। इनकी कुछ ये एक फीस है, बट अगर आप ये फीस पे करते हैं तो आपका जो लिंक है वो तुरंत का तुरंत यहाँ पर अपीयर हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। अदरवाइज कुछ टाइम लगेगा, जो भी आप ईमेल एड्रेस डालोगे उसके ऊपर आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है आपकी जो लिस्टिंग है, जो लिंक है, तो फिर वो वहाँ पर नोटिफिकेशन मेल आ जाएगा बेसिकली आपको कि आपकी जो लिस्टिंग है वो अप्रूव हो गई। तो मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। लेट से अगर मेरी कैटेगरी बिजनेस है, बिजनेस एडवर्टाइजिंग है, तो दैट आई विल सेलेक्ट एंड सबमिट रेगुलर साइट। अब साइट का टाइटल आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देने वाली वेबसाइट है देन यू कैन गो अहेड एंड पुट योर URL। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप डोमेन का URL यहाँ पर डालोगे, जो भी पेज का आप बैकलिंक बना रहे हो उस पेज का आप URL डालोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पेज वो आप मेंशन करोगे, कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करोगे, आपका ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन एंड दैट्स इट। ऐड URL करोगे, यहाँ पर बोल देंगे कि आपका जो बैकलिंक है वो सबमिशन के लिए हमने ले लिया है और वंस इट विल अप्रूव्ड यू विल बी नोटिफाइड ऑन योर ईमेल थ्रू मेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसका आपको डेटाबेस भी बनाना है, तो आपको इसको कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ पर वापस आ जाइए, मैं यहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर जो है वो अवेटिंग अप्रूवल जो है हम लोग स्टेटस अपना यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने ईमेल एड्रेस मेंशन किया है वो ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे,
ठीक है, इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें नोटिफाई होगा कि हमारा जो लिंक है वो अप्रूव हुआ है या नहीं। तो इस टाइप से आप इसका डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सबमिशंस करते नहीं हैं, ठीक है, करते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं, तो फिर हमारे पास ऐसा कोई डेटाबेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। बट इन केस अगर आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आई बिलीव भी आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली सबमिशन टाइप ऑफ जो बैकलिंक्स स्ट्रैटेजी है वो क्या है। गाइस, हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये इन्फोग्राफिक सबमिशन किस तरीके से प्रैक्टिकली किया जाता है, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इन्फोग्राफिक का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल सबमिशन कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और उसको किस टाइप से हम दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर सबमिट करते हैं और फिर वहां से हम लोग बैकलिंक्स लेते हैं। तो यहां पर हमें ये समझना है कि इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग नाम से समझने की कोशिश करें तो सीधी सी बात समझ में हमें आती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक इज एक्चुअली इन्फोग्राफिक। बट ये दिखते किस तरीके से, अगर मैं ये बताना चाहूँ आपको, तो हम लोग गूगल पे आ जाते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पर मैं एक क्वेरी कर रहा हूँ इन्फोग्राफिक डिजिटल मार्केटिंग, और मैं सर्च करता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको कुछ इस टाइप के इन्फोग्राफिक्स दिख रहे होंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पर, देयर इज सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक। तो अब आपको ना इस टाइप से कंटेंट और ग्राफिक ना पहले से बना के रखने होंगे, तभी आप इनको सबमिट कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि आपका सवाल ये होगा कि सर अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती तो क्या हम इन्फोग्राफिक नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप कैनवा के ऊपर जाएंगे तो कैनवा में आपको बहुत सारी प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाती है इन्फोग्राफिक की, आप उसको यूज कर लीजिएगा। और भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाएंगे, कैनवा टाइप के ही जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर जाएंगे, तो आपको जरूर जो है उसके अंदर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और वो भी फ्री होंगी टेम्पलेट्स, तो उनको यूज करके आप जो इन्फोग्राफिक है वो बना सकते हैं। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अपना इन्फोग्राफिक बना लेंगे और जब आप उस इन्फोग्राफिक को आप इन्फोग्राफिक सबमिशन वाली वेबसाइट्स के ऊपर जाकर सबमिट करने जाएंगे, तो वो पूछेगा ठीक है हम आपका इन्फोग्राफिक ले लेंगे, बट इस इन्फोग्राफिक का सोर्स क्या है, ये इन्फोग्राफिक इंटरनेट पे कहां प्रेजेंट है, या बस केवल आप इन्फोग्राफिक ही सबमिट करने आ गए हो, ठीक है, तो वो आपसे सोर्स मांगेगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सोर्स मांगेगी। तो ऐसे में लेट्स से मेरी वेबसाइट है abc.com और इसके ऊपर ब्लॉग है कोई, तो आप ना कोई एक ब्लॉग लिखें, उस ब्लॉग के अंदर इस इन्फोग्राफिक को आप यूज करें इस ब्लॉग के अंदर, उसके बाद इस सेम इन्फोग्राफिक को आप किसी इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट के ऊपर सबमिट करें। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कि आखिर इन्फोग्राफिक सबमिशन आपको किस तरीके से करना है। तो आपको उस इन्फोग्राफिक के रिलेटेड कोई ब्लॉग या कंटेंट थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, जिसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। तो वहां पर भी आप उसका एसईओ कर सकते हैं। अगर मैं उस ब्लॉग की बात करूं जिसके ऊपर आपने इन्फोग्राफिक लगाया और ब्लॉग तो आपका ही है, तो वहां पर भी आप उसका एसईओ कर सकते हैं और कंटेंट रीपर्पजिंग के अंडर वो जो आपका इन्फोग्राफिक था उसको आप इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो बेसिकली पेड होंगी, ठीक है, तो वहां पर आप इन्फोग्राफिक तभी सबमिट कर पाएंगे जब आप कुछ अमाउंट देंगे। अदरवाइज देयर आर हाई चांसेस कि आपके इन्फोग्राफिक जो है वो रिजेक्ट हो जाए फ्री वेबसाइट के ऊपर। ये भी हो सकता है कि आपका इन्फोग्राफिक सबमिशन होने में बहुत ज्यादा टाइम ले ले, और ये भी हो सकता है कि आपका केवल इन्फोग्राफिक सबमिट हो जाए और वहां से आपको कोई बैकलिंक ना मिले। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहां से आपको बैकलिंक भी मिल जाए और आपका इन्फोग्राफिक भी सबमिट हो जाए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उन वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके बाद उन वेबसाइट्स के ऊपर इन्फोग्राफिक जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, किस तरीके की दिखती हैं और कैसे हम उसके ऊपर जो इन्फोग्राफिक है वो सबमिट कर सकते हैं। आई बिलीव प्रोसेस समझ में आ रही होगी कि इन्फोग्राफिक तैयार करना है, उसके अराउंड कंटेंट लिख कर अपनी ब्लॉग के ऊपर डालना है, उसके बाद इन्फोग्राफिक को इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स में सबमिट करना है जाकर, ठीक है। तो मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स। तो यहां पर गाइस आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं। मैं कुछ यहाँ पर जो ब्लॉग्स वगैरह हैं जिनके अंदर इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स होंगी वो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही हैं। जैसे मैं onlyinfographic.com एक वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। और वो जो बेसिक चीज़ है ना आपकी कि आप जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर सबमिट कर रहे हो वो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं या नहीं है, ठीक है, वो तो आपको बेसिकली देखना ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको भी जो है वो एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो Firstly, the list of submission website. Secondly, title of image up to 70 characters. Third and most, image must be related to your project. Informative with your project URL in it. वही जो मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ. Moreover, description with anchor text tags 3 to 4.
देन द सेकंड लास्ट थिंग टू कंसीडर द वेबसाइट यूआरएल एंड द लास्ट कीवर्ड्स फॉर द एंकर टैग। ये तो बैकलिंक्स बनाने की एक्चुअली प्रोसेस हो गई। तो अगर मैं जो वेबसाइट्स निकाली वो मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये वेबसाइट्स आ गई हैं हमारी, ठीक है। आप देखना यहाँ पर कहीं सबमिट इन्फोग्राफिक दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सबमिट इन्फोग्राफिक के ऊपर एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लेटेस्ट जो इन्फोग्राफिक्स हैं वो दिख रहे हैं, बट मैं वापस सबमिट इन्फोग्राफिक के ऊपर सेलेक्ट करूंगा एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इन्फोग्राफिक के सबमिशन टर्म्स प्रॉपर यहाँ पर मेंशन हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपको बैकलिंक्स देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको नेम डालना है, अपना ईमेल डालना है, जो आपके इन्फोग्राफिक का टाइटल होगा वो डालना है, और वेयर कैन वी फाइंड द इन्फोग्राफिक, सीधा सा मतलब है जहां पर आपका इन्फोग्राफिक है उसका लिंक। तो वो इन्फोग्राफिक अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, तो आप लिंक कैसे डालोगे? देन कॉमर्स, और उसके बाद जो भी आपका इन्फोग्राफिक की इमेज है वो आप अपलोड कर दोगे, उस इन्फोग्राफिक से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट, और उसके बाद कैप्चा कोड सेंड, दैट्स इट। और जो ईमेल आप डालोगे फिर वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो इन्फोग्राफिक है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो चुका है, बट वो अप्रूव हुआ या नहीं वो आपको वहां से ईमेल के ऊपर पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो देखो यहां पर भी सबमिट एंड इन्फोग्राफिक का आपको ऑप्शन दिख रहा है। आप नीचे आइए, ठीक है। सबमिट एंड इन्फोग्राफिक का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, नेम, ईमेल, इन्फोग्राफिक टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इन्फोग्राफिक यूआरएल, बैकलिंक यूआरएल, ठीक है। और ये सारा पेड प्रमोशन है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर मारिए। तो आपको ये वेबसाइट्स इस टाइप से ढूंढनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर भी कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इन्फोग्राफिक आर्काइव एक वेबसाइट है, सो विल ओपन दिस वेबसाइट ऑल्सो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर। कूल इन्फोग्राफिक्स भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, इन्फोग्राफिक्स शोकेस, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद डेटाबेस बना के रख लीजिएगा कि ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैंने किया हुआ है इन्फोग्राफिक सबमिशंस, और वो आपको भविष्य में भी काम आएगा कि ये वो वेबसाइट्स है जिसमें मैंने क्लाइंट ए के लिए इन्फोग्राफिक सबमिशन किया था, देन देयर इज अनदर क्लाइंट बी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इन्फोग्राफिक सबमिशन जो है वो कर सकते हैं। अब ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो आपका इन्फोग्राफिक है वो हाई क्वालिटी का इन्फोग्राफिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही हम लोग एक इन्फोग्राफिक आर्काइव वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर आ चुके हैं। सबमिट इन्फोग्राफिक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे यहाँ पर। देखो हाउ टू सबमिट इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक आर्काइव मेक्स इट इजी टू सबमिट एन इन्फोग्राफिक ऑन आवर इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट, एंड द बेस्ट पार्ट इज वी हैव अ पिंटरेस्ट अकाउंट विद ओवर 2.7 मिलियन व्यूज पर मंथ, ठीक है। तो ये मतलब बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास अकाउंट है तो आपको वहां से भी बेनिफिट मिल सकता है, वहां पर उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। Is it possible to submit infographic free? Yes, we accept free submissions. Please send us your free submissions at your convenience. To be eligible, please be sure to adhere our submission guidelines. Read the guidelines in detail to avoid this infographic from being rejected. ठीक है, तो गाइडलाइंस फॉर इन्फोग्राफिक सबमिशन है यहाँ से कि पूरी सारी चीजें आपको मेंशन, तो फ्री में भी होता है, बट देखो पब्लिश्ड के लिए ये ना 2 महीने से ज्यादा का टाइम ले रहे हैं। एंड देन ऑल्सो कोई गारंटी नहीं है पब्लिकेशन की, यहाँ पर विद इन 7 डेज, यहाँ पर विद इन 7 डेज, यहाँ पर विद इन 2 डेज, बट ये काफी कॉस्टली है, $150 नो वन गिव्स एक इन्फोग्राफिक को सबमिट कराने के लिए। ज्यादातर लोग इसी तरीकों को यूज करते हैं। तो आई बिलीव अभी आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि इन्फोग्राफिक सबमिशन क्या है और किस टाइप से हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इन्फोग्राफिक सबमिशन कर सकते हैं। गाइस, इमेज सबमिशन मुझे 1-2 रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मैं वो आपको बता देता हूं ताकि आपको इसके बेनिफिट समझ में आ जाए। देखो, मान के चलते हैं कि हम एक इमेज टाइप के कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट को बनाते हैं और उसको हम इमेज सबमिशन करवाने वाली वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उसको हम अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इमेजेस को एक्सेप्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चले, लेट्स से हमने पिंटरेस्ट की बात करी कि पिंटरेस्ट के ऊपर जाकर हम हमारा जो क्रिएटिव है उसको अपलोड कर सकते हैं और उस क्रिएटिव के साथ उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, और वहां पर हम अपना लिंक, ठीक है, जो भी हम बैकलिंक बनाना चाहते हैं वहां पर हम अपना लिंक लगाएंगे। यही प्रोसेस होती है जब कभी हम लोग बैकलिंक बनाने की बात करते हैं, यही प्रोसेस हम लोग करते हैं। अगर हम आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा कंटेंट टाइप है वो आर्टिकल हो जाता है, इमेज सबमिशन कर रहे हैं तो इमेज हो जाता है, वीडियो सबमिशन करते हैं तो वीडियो हो जाता है। तो कंटेंट का नेचर बदलता है, टाइप बदलता है बेसिकली, बट हमें उस कंटेंट के साथ अपने बैकलिंक को चिपकाना होता है। यही प्रोसेस होती है ऑफ पेज की। तो मैं मान के चल रहा हूं, सिनेरियो ये बनाया मैंने कि पिंटरेस्ट के ऊपर मैं एक क्रिएटिव को अपलोड करता हूं, अलॉन्ग विद दैट मैं जो एक लिंक है अपनी वेबसाइट का वो भी मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। यहां पर मैं मान के चला हूं कि जो लिंक है वो हमारे होम पेज का लिंक है, ठीक है। अब
यहां पर मानते हैं हम लोग कि मैं आ जाता हूं गूगल के ऊपर और लेट से जो इमेज मैंने अपलोड करी वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थी या ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड वो इमेज थी, तो मैं यहां पर ऑफ पेज एसईओ जो है वो मेंशन करता हूं और मैं इमेजेस के ऊपर आता हूं। अब ये मान के चलते हैं लेट से ये वो हमारी इमेज थी, ठीक है, केवल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि ये वो हमारी इमेज थी। अब ये इमेज जो हमने अपलोड करी ये कहां पर हमने अपलोड करी, पिंटरेस्ट के ऊपर। और ये भी मैं मान के यहां पर चल रहा हूं कि अगर हमारी वो इमेज जो हमने पिंटरेस्ट के ऊपर अपलोड करी वो अगर गूगल ने इंडेक्स कर ली और गूगल ने इंडेक्स करने के बाद उस इमेज को हमारी यहां पर शो करा दिया तो क्या होगा। तो ये वाली हमारी इमेज यहां पर प्रेजेंट है। अब वो बंदा इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा, लेट से जो यूजर है वो इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा, तो जब इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहां जाएगा, क्योंकि ये जो इमेज है जो रैंक हुई ये तो पिंटरेस्ट की इमेज रैंक हुई ना, हमने अपलोड करी वो एक अलग बात है, बट जो इमेज रैंक हुई वो पिंटरेस्ट की इमेज रैंक हुई। तो वो पहुंच गया लेट से ये वाला जो पेज है ये पिंटरेस्ट का पेज है, वो पिंटरेस्ट के पेज पे पहुंच गया। अब यहां पर एक इमेज भी है, यही वाली इमेज, क्योंकि यहां हमने पिंटरेस्ट के ऊपर अपलोड करी थी, तो उस इमेज के साथ हमारा एक बैकलिंक भी है। उस जब बैकलिंक के ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो ट्रैफिक का नेचर कौन सा, अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है या ये रेफरल ट्रैफिक है, तो सही जो आंसर है वो ये है कि ये एक रेफरल ट्रैफिक है। किसी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैफिक आ रहा है तो ये प्योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या अगर इस टाइप का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो क्या हमें उससे बेनिफिट होगा? नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। मतलब रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो दूसरा सवाल यह आता है कि सर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर रेफरल ट्रैफिक आ रहा है जैसा आप बता रहे हो, तो क्या अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा रेफरल ट्रैफिक आएगा तो क्या हमारी रैंकिंग इंप्रूव होंगी? देखो इनडायरेक्टली तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। जैसे कोई विजिटर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, अच्छा टाइम बिताता है, वेबसाइट के कंटेंट को कंज्यूम करता है, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स गूगल को वहां से देता है, तो गूगल को लगेगा ये वेबसाइट एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, तो इनडायरेक्टली जो आपकी रैंकिंग है वो इफेक्ट हो सकती है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर रेफरल ट्रैफिक बहुत ज्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, बहुत ज्यादा रेफरल ट्रैफिक अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो इसका मतलब हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है, ठीक है। रेफरल ट्रैफिक आता है और वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो गूगल के हिसाब से अच्छी एक्टिविटीज है, गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल देती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होने के चांसेस हैं। बट डायरेक्टली ये हो पाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर फिर इसका बेनिफिट क्या? देखो डायरेक्ट रैंकिंग का एडवांटेज हमें नहीं मिलेगा बट एडवांटेज जरूर मिलेगा। फिर एक और सवाल आता है कि सर फिर डायरेक्ट एडवांटेज कहां मिलता है? डायरेक्ट एडवांटेज इस केस में इसको मिलेगा, इस वाली वेबसाइट को। लेट से यहां पर मैंने ऑफ पेज एसईओ डाला, यहां पर ये वाली वेबसाइट रैंक हुई, ये वेबसाइट यहां पर ऑर्गेनिकली रैंक हुई है, ठीक है। कीवर्ड डालते ही वो वेबसाइट वहां पर आ गई, तो वो वाली वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक हुई। तो उस वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर जाएगा तो वो जो ट्रैफिक है दैट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू दिस वेबसाइट, प्योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बट उस वेबसाइट के अंदर लिंक लगा था, पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने क्या बताया आपको, लिंक लगा था हमारा, तो उस लिंक से जब कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा दैट इज नॉट प्योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, दैट इज रेफरल। रेफरल भी एक तरीके का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही है, बट अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो दैट इज एक्चुअली रेफरल ट्रैफिक, ठीक है। तो प्योर ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो रेफरल ट्रैफिक। तो रेफरल ट्रैफिक डायरेक्ट रैंकिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लिख लो कहीं, ठीक है। तो जो मैं एडवांटेजेस की बात कर रहा था आपसे, तो जो मैंने पहला पॉइंट यहां पर लिखा है जो मैंने आपको समझाया इतनी देर में, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेफरल ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। सेकंड इज दीज इमेजेस कैन रैंक इन गूगल इमेजेस, जैसा मैंने आपको बताया। थर्ड इज इट हेल्प्स क्रॉलर टू फाइंड योर बैकलिंक्स, इट हेल्प्स क्रॉलर्स टू फाइंड योर बैकलिंक्स। भाई क्रॉलर भी तो उस इमेज को इंडेक्स करेगा तो आपके बैकलिंक्स को भी तो फाइंड करेगा, तो बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एडवांटेज मिलता है एज वेल एज ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एडवांटेज मिलता है। बट आज के टाइम में ज्यादातर लोग ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज ये कि कितना ट्रैफिक हम ले सकते हैं, क्या हम एक भर भर के ट्रैफिक ले सकते हैं? बिल्कुल। आप अगर बहुत सारी इमेजेस को डिफरेंट इमेज सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और उस इमेज का एक प्रॉपर जो है एसईओ कर रहे हैं, प्रॉपर एसईओ का यहां पर मतलब ये कि इमेज का जो आप टाइटल लिख रहे हैं वो सही हो, इमेज का जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो सही हो, इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है वो आपको वहां पर मेंशन करना है, अलॉन्ग विद इमेज अगर कुछ वो कीवर्ड्स वगैरह आपसे पूछते हैं तो वो आपको प्रॉपरली वहां पर मेंशन करना, मतलब प्रॉपर तरीके से इमेज आपको वहां पर अपलोड करनी, तो उसके एडवांटेजेस है। अब बात करते हैं सर करेंगे किस तरीके से इसको, देख लो यहां पर। तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्विकली ना यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी सर्च करके रख लिया था आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर आप
गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे इमेज सबमिशन वेबसाइट्स, तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, उनके ऊपर आप जाएंगे और ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक पिक भी कर लिया था एक वेबसाइट, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने अकाउंट बना दिया था। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी, आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर देख लो ना, बहुत सारी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अपलोड के ऊपर यहाँ जाऊँ, क्योंकि अब हमें इमेज सबमिट करना है, तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट फोटो आ रहा है, और तो यहाँ पर मैंने एक फोटो जो है वो सेलेक्ट कर ली है, वो फोटो यहाँ पर अपलोड हो रही है, ठीक है। फोटो प्राइवेसी आपकी पब्लिक रहेगी, और जो टाइटल है, तो जो भी आपका टाइटल है, जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 100 कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको, तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो है लिमिट है वो मिल जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। नाउ यू कैन राइट डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, एंड डिस्क्रिप्शन के बीच में आपको लिंक लगाना है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ एक डिस्क्रिप्शन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडियाज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स, राइट। मैं रैंडम सा लिख देता हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। लेट्स से इफ दिस इज माय कीवर्ड, यही मेरा अगर कीवर्ड होता, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, टाइटल में भी मैं थोड़ा सा एक बार के लिए कीवर्ड जो है वही मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। अब इससे मुझे अगर जो है लिंक बनाना है, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर लिंक मेंशन करने का तो ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो मैं कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको लिंक बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये एचएरएफ टैग को मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं, और इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ। लोकेशन आप मेंशन कर दोगे, कीवर्ड्स जो हैं आपके वो मेंशन कर दोगे आप यहाँ पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेंगे बेसिकली कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जैसे बिजनेस एक कीवर्ड है, ठीक है, टैग्स टाइप के होते हैं ये, बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गया, तो इस टाइप से आप सेलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी आप देख लेना किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो बिजनेस वगैरह से रिलेटेड है क्या अगर कोई कैटेगरी, तो वी विल सेलेक्ट दैट। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे उसको। अब ये सारी चीज़ें ना आपकी इमेज का ऑप्टिमाइजेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं अनकैटेगराइज रख देता हूँ। वाटरमार्क अगर आपको ऐड करना है तो यू कैन डू दैट, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। मैं अपलोड कर देता हूँ। नाउ अवर इमेज सबमिशन विल बी डन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर हमारा इमेज सबमिशन जो है वो हो चुका है। अब अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, इस इमेज को क्लिक करके मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, तो अब आप देखोगे ये हमारा जो इमेज का URL है वो है, ठीक है, दिस इज द URL। अलॉन्ग विद दैट अब आप बोलोगे सर वो लिंक कहाँ गया जो आपने बनाया था, ठीक है, हेयर इज द लिंक। अगर आप देखो ये हमारा लिंक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया नाम से मैंने बनाया था ना, ये हमारा लिंक है, ये टाइटल आ गया। और आप जब अपना अकाउंट बनाओगे तो प्रॉपर प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे जैसे आपको इंप्रेशंस वगैरह मिलते जाएंगे वो भी आपको यहाँ पर दिखता जाएगा। अब ये वाली इमेज इट कैन रैंक इन गूगल, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपका एक बैकलिंक तो बन ही गया। तो आई बिलीव अभी आपको इमेज सबमिशन की प्रोसेस जो है वो समझ में आ गई होगी, किस टाइप से आपको इमेज सबमिशंस जो हैं वो करने हैं। क्लासिफाइड सबमिशन की टेक्निक जो है उसको यूज करके हमारे लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। गाइस 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफाइड सबमिशन से रिलेटेड, उनको मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लासिफाइड सबमिशन का मतलब क्या है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी आर्टिकल सबमिशन की, तो समझ में आता था कि एक आर्टिकल लिखेंगे और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आर्टिकल एक्सेप्ट करती हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर चेक करके कि वो वेबसाइट सही है या नहीं है, उनके जाकर हम आर्टिकल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी क्लासिफाइड सबमिशन की जो वेबसाइट्स हैं वो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जहां पर हमें हमारी जो क्लासिफाइड्स हैं उनको सबमिट करना है। बट इसका मतलब क्या है? देखो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें एक क्लासिफाइड ऐड का सेक्शन आपको दिखता है और उसमें नीचे आप देखते हैं बहुत सारे आपको डिफरेंट बिजनेसेस के एड्स दिख रहे होते हैं। तो बेसिकली बात सिंपल है कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस पर्संस हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपने ऐड डालते हैं इन द क्लासिफाइड सेक्शन, उसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ऐड जो है उनको पोस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो OLX एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, इसी तरीके से सुलेखा एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं। अब ये जो मतलब था क्लासिफाइड सबमिशन का, इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सर ये वेबसाइट तो इसका मतलब लोकेशन स्पेसिफिक जो है काम करती है, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस है और मुझे अपने बिजनेस का ऐड देना है तो ऐसा नहीं मेरा बिजनेस इंडिया में मैं ऐड दूंगा जाकर ऑस्ट्रेलिया में या US में, फाइन। तो पहली चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि क्लासिफाइड सबमिशन करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि आप जहां पर भी क्लासिफाइड सबमिशन कर रहे हैं वो वेबसाइट आपकी कंट्री की हो, आपकी लोकेशन की हो, तभी आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। अब बात आई बेनिफिट की, तो बेनिफिट जनरली दो तरीके के मिलते हैं आपको क्लासिफाइड सबमिशन टेक्निक या प्रोसेस को यूज करके। पहला जो बेनिफिट मिलता है आपको वो ये होता है कि एक आपको बैकलिंक जो है वो मिल जाता है, बट मैं आपको बताऊं रियलिटी में वो बैकलिंक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते नहीं है, ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आपको वहां से ट्रैफिक मिलता है, और ट्रैफिक तभी मिलेगा आपको जब आप बहुत ही अच्छी जो क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स हैं, जब आप उनके ऊपर अपना जो एड है उसको पोस्ट करेंगे, तभी आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। अब पता चला कोई नई क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट है, क्लासिफाइड एक्सेप्ट कर रही है, वहां पर ट्रैफिक ही नहीं है, पहले से ही वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं है, अगर आप वहां पर ऐड पोस्ट करते हैं तो आपको जो है वहां से कोई ट्रैफिक के फॉर्म में कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये, बहुत सारी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर जब आप सबमिशन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो बैकलिंक्स का ही ऑप्शन नहीं देते, मतलब वहां पर आप बैकलिंक्स नहीं डाल सकते, वेबसाइट जो है वहां पर आप नहीं डाल सकते, ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक और चीज है जो भी इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहुत सारी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स जो है फ्री जो पोस्ट है उसको एक्सेप्ट तो करती हैं, फ्री जो ऐड है उसको एक्सेप्ट तो करती है, बट कुछ टाइम के बाद उस ऐड को रिमूव कर देती हैं। तो अगर आपको उनकी रेगुलर सर्विस चाहिए, ठीक है, या ज्यादा टाइम के लिए सर्विस चाहिए, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको उनका जो पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो आपको लेना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीजों को समराइज करके मैंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए थे। अब देखते हैं कि किस टाइप की वेबसाइट दिखती हैं, और अगर हमें सबमिशन करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। बट क्लासिफाइड सबमिशन आपकी एसईओ बैकलिंक स्ट्रैटेजी में या प्लानिंग में प्राइमरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रैटेजी की प्राइमरी जो पार्ट है उसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर गूगल पे आ जाएं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जैसे क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स, सिंपली आपको सर्च करना है, थोड़ा सा अगर कंट्री का नाम भी आप आगे जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट दिख रही है, जैसे क्विकर है, OLX है, ठीक है, लोकेंटो है, तो बहुत सारी आपको फेमस भी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट जो है वो दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं उठा लेता हूँ कुछ वेबसाइट्स को, देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड साइट्स है, मतलब यहाँ पर आपको मे बी अमाउंट दे के जो अपना ऐड है वो सबमिट करना पड़े, और यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स हैं ये, ठीक है, बहुत सारी हैं, क्विकर है और ओडेल है, हुबली है, ठीक है, और बहुत सारी आपको अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही कॉमन जो नेम है वो दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे सुलेखा है, सुलेखा इज ऑल्सो अ वेरी फेमस क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट, तो मैं यहाँ सुलेखा जो है वो टाइप कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी उनके ऊपर आपको जाना है, और यहाँ पर बेसिकली आपको एक क्लासिफाइड सबमिशन करना है। क्लासिफाइड सबमिशन मतलब आपको अपना जो ऐड है वो यहाँ पर पब्लिश करना है। इसी तरीके से एक और बहुत फेमस वेबसाइट है विच इज लोकेंटो, तो मैं यहाँ लोकेंटो जो है वो सर्च कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्री क्लासिफाइड्स की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे पोस्ट फ्री ऐड के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आप अपना जो ऐड है वो फ्री में पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं टाइटल मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, मैं प्रोसीड करूँगा। फिर ये आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आपका जो ऐड है वो किस कैटेगरी में है, स्पेसिफिकली आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सर्विस, अगर हमारा बिजनेस है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड है, वेब सर्विसेज हैं, ठीक है। तो मैं वेब सर्विसेज को पिक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर गूगल से लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनकी ही आईडी को यूज़ करें, उनके ही पासवर्ड को यूज़ करें, ताकि जब डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेब सर्विसेज जो है उनको सेलेक्ट कर लिया। अब वेब सर्विसेज में लेट से हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे मतलब की सर्विस है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो मैं एक बार अदर सर्विसेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देख लीजिएगा डिटेल में, कैटेगरी बहुत ध्यान से आप सेलेक्ट करिएगा, मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ी सी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर ली है। बट द पॉइंट इज कि नाउ यू हैव टू पुट योर डिस्क्रिप्शन ओवर हियर, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे आप, और उसके बाद अपनी वेबसाइट यहाँ पर पुट करेंगे, एक इमेज आप यहाँ पर ऐड करेंगे, फोन नंबर ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे, और उसके बाद आप अपना जो ऐड है उसको पोस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, योर ऐड विल रिमेन एक्टिव फॉर 42 डेज। उसके बाद जो है वो आपका ऐड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये 100% फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, और यहाँ पर जो आप वेबसाइट जो अपना एंटर करते हो दैट विल एक्ट एज अ बैकलिंक फॉर यू, तो आप इसके ऊपर जाकर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं सुलेखा की बात करूं, पोस्ट अ फ्री ऐड में करता हूं, देखो ये अभी नहीं तो बाद में ये आपसे
आईडी वगैरह पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ जैसे लिस्ट, और यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हम अगर प्रॉपर्टी जो है या रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम रियल एस्टेट बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, न्यू रेजिडेंशियल एड हम अपना चलाना चाहते हैं, सिटीज लखनऊ, अब कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है जो है, अब यहाँ पर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ रैंडम सा मेंशन कर देता हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा एंड आई क्लिक ऑन प्रोसीड, ठीक है। तो ये नंबर मेरे फ़ोन पे आ जाएगा, एक ओटीपी, तो मैं ओटीपी से एक बार के लिए इसको वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हियर इट इज़। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल जो है वो मेंशन करनी है, अपार्टमेंट्स हैं आपके, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, ठीक है। मैप की लोकेशन जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है, सब लोकेलिटी का टाइप, बिल्डिंग नेम, लैंडमार्क, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। काफ़ी डिटेल्ड है यहाँ पर फॉर्म टाइप का, और उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है, तो आपका जो ऐड है वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन। आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि आपको कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है और किस टाइप से इसको बैकलिंक की स्ट्रैटेजी में जो है वो यूज किया जाता है। अगेन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन की तरफ जा रहे हैं तो पहली बात तो इसको उतनी प्रायोरिटी पे ना रखें अगर आप बैकलिंक की स्ट्रैटेजी में इसको यूज कर रहे हैं, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करें कि जो आपकी बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं क्लासिफाइड सबमिशन की, उन्हीं पे आप जो है सबमिशन करें। हर किसी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट के ऊपर आप सबमिशन ना करें, ठीक है। और मेजरली मैं अगर आपको बताऊं तो ये ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, बैकलिंक में बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। गाइस हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी के अंदर। अब किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे उससे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्रोफाइल बैकलिंक्स का मतलब क्या है और क्या ये वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल बैकलिंक की स्ट्रैटेजी है या नहीं है। देखो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है प्रोफाइल बैकलिंक, सीधा सा मतलब ये है कि आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, आप गिटहब पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, कोरा पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। और जब आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहां पर जनरली आपको जो है वो अपनी वेबसाइट मेंशन करने का भी ऑप्शन मिलता है कि भाई उमर तस्कीर की प्रोफाइल कोरा के ऊपर है तो आप अपनी वेबसाइट भी वहां पर मेंशन कर दें। तो जो आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहां पर क्रिएट करते हैं दैट इज एक्चुअली योर प्रोफाइल टाइप ऑफ बैकलिंक, इसी को बोलते हैं प्रोफाइल बैकलिंक। अब समझते हैं इस चीज को कि क्या ये इतने पावरफुल बैकलिंक स्ट्रैटेजी है या हमें बहुत सारे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाने चाहिए। देखो अगर हम बात करें प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएशन की, तो अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आप इनिशियली कुछ प्रोफाइल बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर लें। और आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो आप प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं वो अथॉरिटी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर ही क्रिएट करें आप। एक और बात प्रोफाइल बैकलिंक से समझ में आती है वो ये कि प्रोफाइल बैकलिंक्स आपको मिलेंगे जनरली सोशल मीडिया टाइप ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर या सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर या फिर फोरम वेबसाइट्स जो होती हैं उनके ऊपर आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स जो है क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती। तो अगर उन वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिलता है तो क्या हमें कोई वैल्यू भी मिलती है, क्योंकि वो वेबसाइट अपने आप में तो बहुत ही पावरफुल है। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एज अ वेबसाइट अगर हम केवल देखने की कोशिश करें तो एक काफी पावरफुल वेबसाइट है। तो क्या वहां से जो आपको बैकलिंक मिल रहा है वो एक पावरफुल बैकलिंक होता है? अब इस बात को समझने के लिए आपको इस चीज की क्लैरिटी होना जरूरी है कि गूगल कहता है कि अगर कोई बैकलिंक आपको किसी सोशल मीडिया वेबसाइट से मिलता है तो वो बैकलिंक कोई खास वैल्यू नहीं रखता है। जब तक कि आपका बैकलिंक दूसरी वेबसाइट्स जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं, हाई डीएपीए की वेबसाइट्स हैं, वहां से आपको बैकलिंक नहीं मिलेगा तब तक आपको उस बैकलिंक का उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बैकलिंक्स होते हैं वो आपके जो बैकलिंक्स होंगे वो नो फॉलो बैकलिंक्स होंगे। तो लिंक जूस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहां पर लागू नहीं होगा, लिंक जूस से भी आपको बेनिफिट वहां पर नहीं मिलने वाला है। तो वही पॉइंट्स मैंने पहले यहां पर लिखे हुए हैं, दे आर जनरली क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया एज प्रोफाइल, सो द बैकलिंक इज नॉट दैट मच पावरफुल। हाँ बट ये सोशल सिग्नल जरूर प्रोवाइड करते हैं, मतलब वहां से आप ट्रैफिक जरूर अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। तो अगर आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल के ऊपर कोई बैकलिंक है और वहां से आपको बहुत ज्यादा रेफरल ट्रैफिक मिल रहा है तो उसका आपको एडवांटेज मिल सकता है, अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। तीसरा जो फायदा है वो ये है कि प्रोफाइल बैकलिंक्स आपकी लिंक डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन रखते हैं। गूगल का ये कहना होता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक आ रहे हैं वो एक ही टाइप के हो। भले हम बोलते हैं कि जो डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं वो काफी पावरफुल बैकलिंक्स होते हैं और ये सही भी है, सच्चाई भी है कि डू फॉलो बैकलिंक्स इन कंपैरिजन टू नो फॉलो बैकलिंक्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पावरफुल होते हैं। बट गूगल का ये भी कहना है कि बहुत सारे आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिल जाए और नो फॉलो बैकलिंक्स ना मिले, ये भी जो है नेचुरल नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि आपने इसको प्लान किया हुआ है कि बहुत सारे
जो है डू फॉलो बैकलिंक्स ले लिए आपने और नो फॉलो बैकलिंक्स आपने नहीं क्रिएट करे, तो ये नेचुरल नहीं लग रहा होता है। तो लिंक प्रोफाइल की जो डाइवर्सिटी है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपकी जो लिंक प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, हर टाइप के लिंक्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उन लिंक्स का जो कलेक्टिव इफेक्ट है वो आपको अपनी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। डायरेक्ट रैंकिंग में बेनिफिट नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्टली 2-4 चीजों में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, उसके हेल्प से आपको एसईओ में भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है। अब किस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कोरा के ऊपर मेरी प्रोफाइल है, तो जब आप कोरा के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाने जाएंगे तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आप देखो मेरे पास लिंक जो है वो पेस्ट करने के ऑप्शन है। ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो यहां आप देख लोगे, आपको क्लियर दिख जाएगा यहाँ पर नो फॉलो बैकलिंक जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको छोटा सा नो फॉलो जो है वो दिख रहा होगा। मैं लेफ्ट में लाकर आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर एक नो फॉलो दिख रहा होगा, जैसे ये देखो आप, ठीक है, तो ये एक नो फॉलो बैकलिंक है। उसी तरीके से अगर मैं गिटहब के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाने जाऊं, जैसे मैं यहाँ पर जो है प्रोफाइल के ऊपर हूं, गिटहब प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो नेम मेंशन करने का ऑप्शन है, बायो जो है वो यहाँ पर मेंशन करने का ऑप्शन है, अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप प्रोफाइल क्रिएशन की प्रोसेस करते हैं, उसके साथ साथ जो आप वेबसाइट मेंशन करते हैं, यहाँ पर जो लिंक डालते हैं, दैट इज एक्चुअली योर प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया। अब किस तरीके से क्रिएट करना है, तो आप सीधे गूगल के ऊपर चले जाएं और प्रोफाइल बैकलिंक्स सर्च कर लें यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं जो है ईयर भी यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको प्रोफाइल बैकलिंक से रिलेटेड वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये सारी बहुत सारी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं। about.me आपको एक वेबसाइट दिख रही है, बिहांस आपको एक वेबसाइट दिख रही है, academia.edu आपको, कोरा जो मैंने अभी आपको दिखाया, देखो गिटहब भी यहाँ पर आपको दिख रही है। अब गिटहब की तो डोमेन अथॉरिटी काफी हाई है, ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट एक्चुअली एसईओ में डायरेक्टली उतनी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट्स एक टाइप से सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या फोरम वेबसाइट्स हैं। तो सोशल मीडिया वेबसाइट से या फोरम वेबसाइट से आने वाला जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली एसईओ की मैट्रिक को नहीं जो है हिला सकता। हाँ, सोशल सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, जैसे ट्रस्ट पायलट है, लाइव जर्नल है, फ्लिकर है, हब पेजेस है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाएंगे, जैसे ये डिवियन आर्ट एक वेबसाइट है, काफी फेमस वेबसाइट है, ठीक है, मिक्स एक वेबसाइट है यहाँ पर। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और प्रोफाइल के साथ आप बैकलिंक बनाते हैं, दैट इज एक्चुअली योर प्रोफाइल बैकलिंक। तो आई बिलीव अभी आपको प्रोफाइल बैकलिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ब्रोकन लिंक्स को यूज करके हमारी जो लिंक बिल्डिंग है उसको हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये टूल बेस्ड वीडियो है। अब टूल्स की जब मैं बात करूं तो आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हो, आप एचरेफ्स को यूज कर सकते हो, आप SEMrush को यूज कर सकते हो। मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से SEMrush को यूज करके आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। पावरफुल बैकलिंक्स आप यहां से बना सकते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स को आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस टाइप के बैकलिंक्स बनाने हैं। तो अच्छे बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स आपको यहां से मिल सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको आउटरीच करनी पड़ती है। उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा सारी चीजें। अब स्टेप्स क्या क्या है, किस तरीके से आपको ब्रोकन लिंक्स को यूज करके अपनी लिंक बिल्डिंग करनी है। अब इसके लिए आपको कुछ वेबसाइट्स जो है ना वो फिगर आउट करनी पड़ेंगी, ढूंढने पड़ेंगे। किस टाइप की वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक टाइप की वेबसाइट्स आपको समझनी पड़ेंगी जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स को फिगर आउट करना पड़ेगा या सर्च करना पड़ेगा एक बार के लिए। और ये बहुत ही आसान है, ये कोई टफ चीज नहीं, क्योंकि बात समझो, यहां पर आपका कॉम्पिटिटर कौन है। आपका कॉम्पिटिटर वो है जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो। अगर उसी कीवर्ड पे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे ऊपर रैंक कर रहा है, या कोई भी वेबसाइट या वेब पेज जो आपसे ऊपर रैंक कर रही है, वो बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर है। तो एसईओ में कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन कोई बहुत टफ नहीं है, और बहुत सारे टूल्स आपको तुरंत बता देंगे कि आप किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो और उससे ऊपर कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं और उसके नीचे कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो कहने का टोटल मतलब यह है कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ हमारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट होनी चाहिए। लेट्स से मैं यहां पर मान के चलता हूं कि 5 वेबसाइट्स आपने निकाल ली। अब ये जितनी ज्यादा होंगी उतना स्कोप आपके पास बढ़ जाएगा ब्रोकन लिंक स्ट्रैटेजी को यूज करके लिंक बिल्डिंग करने का। बट वो डिपेंड करता है कि कितने लिंक्स आपको बनाने हैं, कितनी आसानी से आप लिंक्स बना पा रहे हैं। अभी के लिए मैं मान के चलता हूं जैसे आपने 5 वेबसाइट्स को फिगर आउट कर लिया। सेकेंड जो टाइप ऑफ वेबसाइट्स आपको चाहिए वो
इस टाइप की वेबसाइट्स होंगी जो बेसिकली आप ही की निश या कैटेगरी की वेबसाइट है। अब इसका क्या मतलब है यहां पर देखो, इसका मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को किसी एक वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, लेट्स से a.com से इस वाली वेबसाइट को, जो एक दूसरी वेबसाइट है जो आप ही की निश, आप ही की कैटेगरी की वेबसाइट है, हो सकता है उससे आपका डायरेक्ट कंपटीशन ना हो बट वो रिलेवेंट है, आप ही की कैटेगरी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अगर a.com से बैकलिंक मिल रहा है और आपको लगता है कि जिस भी वेबसाइट से इसको बैकलिंक मिल रहा है उस वेबसाइट से अगर हमें भी बैकलिंक मिल जाए, दिस इज आवर वेबसाइट, अगर उस वेबसाइट से हमें भी बैकलिंक मिल जाए तो ये हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिशियल है या रिलेवेंट है। तो इस टाइप की वेबसाइट्स को आपको फिगर आउट करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। किसी भी टूल को यूज करके आप बड़ी आसानी से इन सारी चीजों को जो है वो फिगर आउट कर लेंगे, इस टाइप की वेबसाइट जो है वो फिगर आउट कर लेंगे। अब इसके आगे क्या होगा, देखो इसके आगे ये होगा कि आपको, जैसे मैंने बताया, आपको SEMrush टूल यूज करना है। अभी मैं दिखा भी दूंगा इसको प्रैक्टिकली। मैं यहां पर SEMrush का एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपकी कॉम्पिटिटर की एक वेबसाइट थी, उस वेबसाइट को आपको SEMrush के अंदर एंटर करना है। अब SEMrush टूल आपको इस वेबसाइट की, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट थी, इसके जो पेजेस हैं वो आपको दिखा देगा बड़ी आसानी से कि इस वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। अब साथ ही साथ आप फिल्टर लगाकर ये भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जो 404 हैं, यानी कौन से ऐसे पेजेस हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब वो पेज है, मान लिया ये हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट थी c.com और इसका एक पेज था A जिसका स्टेटस 404 है, यानी कि ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इस पेज के जो बैकलिंक्स हैं वो भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब कि इस पेज को किन डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक मिला है। तो मान के चलते हैं आपने कुछ वेबसाइट्स आइडेंटिफाई करी कि एक वेबसाइट X थी, एक वेबसाइट Y थी और एक वेबसाइट Z थी। ये 3 वेबसाइट्स थी जिससे इस वाली वेबसाइट को बैकलिंक मिले हुए थे। अब आप बात समझो, ये जो Z वेबसाइट थी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कोई बैकलिंक वैल्यूएबल हुआ ही नहीं। ठीक है, इसने इसको बैकलिंक तो दे रखा था बट ये बैकलिंक अब क्या हो चुका है, ब्रोकन बैकलिंक हो चुका है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो या तो इस बंदे के अंदर थोड़ी सी समझदारी होगी, तो इसने पहले ही उस लिंक को रिप्लेस कर दिया होगा, क्योंकि जैसे इसने अपने वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट या बैकलिंक ऑडिट किया होगा, इसको पता चल गया होगा कि देखो भाई मेरे पेज के ऊपर एक बैकलिंक बना हुआ है जो कि एक ऐसे पेज को पॉइंट कर रहा है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मेरा बैकलिंक हो गया ब्रोकन बैकलिंक। तो वो बड़ी समझदारी से उस बैकलिंक को हटा दिया होगा और एक दूसरा बैकलिंक उसकी जगह लगा दिया होगा। अगर उसने ये काम नहीं किया तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आप Z के पास जाओ, इनको मेल लिखो। ठीक है, इनको आप मेल लिखो। अब यहीं पर मैं कह रहा हूं ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, क्योंकि आपको यहां पर आउटरीच करनी पड़ेगी। आप Z के पास जाओगे और बोलोगे देखो भैया आपने एक वेबसाइट को बैकलिंक दिया था, ठीक है, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट थी, तो आप इनसे बोलोगे कि देखो भाई आपने जो है एक वेबसाइट को बैकलिंक दिया था और उसी से मिलती जुलती हमारी भी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, अब ये बैकलिंक तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो आप ना जो आपने कंटेंट लिखा है उससे इस हमारे बैकलिंक्स को रिप्लेस कर दो, मतलब हमारे बैकलिंक को वहां पर मेंशन कर दो, या अगर आप चाहते हो हम कोई दूसरा कंटेंट दे दें तो हम आपको एक दूसरा कंटेंट दे देंगे, उस कंटेंट में जो है आप बैकलिंक लगा दो और हमको जो है वो आप बैकलिंक यहां पर दे दो। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो आपके कॉम्पिटिटर के पेजेस थे, ठीक है, जिनके ऊपर ब्रोकन लिंक था, आप उन लिंक्स के सोर्सेस को ढूंढ रहे हो एक्चुअली, और उन सोर्सेस से बोल रहे हो कि देखो भाई आपने उनको बैकलिंक दिया था, उससे अच्छा हमारा कंटेंट है, उससे बेहतर हम कंटेंट दे सकते हैं और आप हमको बैकलिंक दे दो। तो यहां से आप जो है वो बैकलिंक्स बना सकते हो। तो खेल शुरू कहां से होगा, यहां से। इसमें भी मेहनत है, आउटरीच में भी मेहनत है, यहां से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप खुद समझो, वेबसाइट को आप प्रॉपरली देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कौन सी वेबसाइट है, कहां से बैकलिंक मिलेगा, बैकलिंक की लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही। इसी स्ट्रैटेजी को कहा जाता है ब्रोकन लिंक को यूज में लेकर किस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। तो निश कैटेगरी वाली वेबसाइट में वही करना है। जैसे निश कैटेगरी वाली वेबसाइट जो है हमने यहां पर SEMrush में रखी, और SEMrush में उस वेबसाइट को रखने के बाद हमें पता चल गया कि उसके पास कौन कौन से पेजेस हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता चल गया, ये भी देख लेंगे कि वो पेजेस इंडेक्स होने चाहिए, वो पेजेस इंडेक्स हो और साथ ही साथ वो पेजेस 404 हो। अगर ऐसा है तो उन पेजेस को कहां से बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो देख लेंगे। तो कुछ हमें पेजेस दिखेंगे, अच्छा ये बड़ा ही रिलेवेंट पेज है हमारा, ये बड़ा ही रिलेवेंट पेज है हमारा, और ये रिलेवेंट पेज
मतलब पेज रिलेवेंट का मतलब ये हमारा पेज तो है नहीं, बट जो भी हमारी निश कैटेगरी वाली वेबसाइट थी उसका जो पेज है वो हमारी कैटेगरी के रिलेवेंट है, हमें ये मान के चलो ना, हमारे कंटेंट के रिलेवेंट है। तो वो जो रिलेवेंट पेज हमने देखा कि अच्छा ये तो रिलेवेंट पेज है, इसके जैसा हमारे पास भी कंटेंट है, तो इसका देखते हैं कि इसके ऊपर जो लिंक्स पॉइंट कर रहे हैं वो कौन से ब्रोकन लिंक्स हैं। तो ये टूल्स की हेल्प से आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, तो कितनी क्विकली आपको पता है ये स्ट्रैटेजी। अगर वीडियो ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, बट प्रोसेस यही है ब्रोकन लिंक्स की हेल्प से बैकलिंक्स बनाने की। प्रोसेस ये है, अब हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल मान के चलूंगा स्टार्टिंग से, कि मान लिया मेरे कॉम्पिटिटर जो वेबसाइट थी वो इंडिया टाइम्स वेबसाइट थी, ये मैं मान के चलता हूं, कोई भी वेबसाइट जो आपको लगता है आप मान लें, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब सीधे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो अब इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं SEMrush के ऊपर आ चुका हूं, और मुझे यहां पर अपना जो डोमेन है या जो हमारी वेबसाइट है वो मेंशन करनी है। तो मैं मान के चलता हूं मैंने indiatimes.com, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है बैकलिंक से रिलेटेड जो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये बैकलिंक एनालिटिक्स है, इसके ऊपर हम लोगों को जाना है, ठीक है। और बैकलिंक्स एनालिटिक्स में हमें जाना है इंडेक्स पेजेस के ऊपर, मतलब हमें उन पेजेस के बैकलिंक्स स्टडी करने हैं जो पेजेस ऑलरेडी इंडेक्स हो चुके हैं। फिर बाद में देखेंगे कि जो इंडेक्स हो चुके हैं उन पेजेस में 404 पेजेस कौन से हैं, ठीक है। तो मैं इंडेक्स पेजेस के ऊपर आ जाता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। इंडेक्स पेजेस के ऊपर आने के बाद आप यहां पर देख सकते हो एक एक पेज के ऊपर कितने सारे बैकलिंक्स बने। बड़ी वेबसाइट है इसलिए आपको इतने बैकलिंक्स दिख रहे हैं, छोटी वेबसाइट होगी तो आपको इतने बैकलिंक्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है ब्रोकन पेजेस का, तो मैं ब्रोकन पेजेस का एक फिल्टर लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टेटस दिख रहे होंगे, है ना। आपको क्या करना है, 404 वाले स्टेटस देखने, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने जैसे देखा यहाँ पर कि ये एक पेज है, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये कोई एक पेज है, ठीक है। और ये पेज 404 है, यानी कि ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट फाउंड वाले स्टेटस के अंदर है। बट इस पेज को 526 बैकलिंक्स जो है वो पॉइंट कर रहे हैं। और अगर मुझे लगता है कि ये पेज ना रिलेवेंट है और इस पेज को जो बैकलिंक्स पॉइंट कर रहे हैं, अगर मैं मेरी वेबसाइट के किसी कंटेंट को वो बैकलिंक्स पॉइंट करने लगे तो मुझे बेनिफिट होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई इसके ही जैसा आपका भी कंटेंट है या नहीं है। तो रिसर्च है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैं और नीचे आ जाता हूँ, आपको लगता है ये वाला भी कोई आर्टिकल है, ठीक है, जो अभी 404 में, इसके ऊपर देखो आप कितने सारे बैकलिंक्स पॉइंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एक और 404 देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कोई स्टॉक वॉच टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, मिल जाते हैं आपको, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक और आर्टिकल से जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेशियो ऑफ मेल गर्ल्स चाइल्ड का कुछ आर्टिकल है यहाँ पर, और इस आर्टिकल को पॉइंट कर रहे हैं 306 बैकलिंक्स, और ये वाला जो पेज है ब्रोकन है। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पेज है इससे ही मिलता जुलता हमारे वेबसाइट के ऊपर भी पेजेस हैं या कंटेंट है, तब तो इसके जो बैकलिंक्स हैं वहां से बैकलिंक्स लेने में हमें फायदा है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां पर जो आपको दिख रहा है, इतने सारे बैकलिंक्स दिख रहे हैं, मैं इनके ऊपर जाऊंगा। तो इस पेज को इतने डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रहे हैं, जैसे इस वेबसाइट से मिल रहे हैं, देख रहे हो आप, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रहे हैं, जैसे ideas.time.com से बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है। इस वाली वेबसाइट से इसको मिल रहा है पेज बैकलिंक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप यहां पर जाओगे तो आप देख लो कि ये वाला जो आर्टिकल है वो सही है या नहीं है। फिर आप इनको अप्रोच कर सकते हो कि भाई आपने वहां पर बैकलिंक्स दे रखा है, बट वो तो अब एक ब्रोकन बैकलिंक आपको हो गया, तो हमारे पास भी ऐसा ही कंटेंट है, आप हमें बैकलिंक दे दो। तो इस टाइप से थोड़ी सी रिसर्च करके आप ब्रोकन जो लिंक्स होते हैं उनकी हेल्प से आप अपने लिए बैकलिंक जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं। आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये जो indiatimes.com मैंने आपको ढूंढ के बताया था, आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के डोमेन्स डाल सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट डाल सकते हैं, निश वाली बताई, वो आपके ऊपर है कि वो वेबसाइट्स को आप किस तरीके से रिसर्च करते हैं और ढूंढ के लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई बिलीव कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बड़ा ही सिंपल है, हर डिफरेंट टूल के अंदर इसी टाइप से कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप ब्रोकन लिंक्स फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। जो ब्रोकन लिंक्स पॉइंट कर रहे होते हैं उस वेबसाइट के पेज के ऊपर, और फिर जो सोर्स होता है उस लिंक का, उससे आप कांटेक्ट करते हैं, आउटरीच करते हैं, ईमेल भेजते हैं, और वहां से फिर आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं। पीडीएफ और पीपीटी सबमिशन टाइप्स ऑफ जो बैकलिंक्स होते हैं हमारे, उनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं गाइस। कुछ लोग इन्हीं टाइप के बैकलिंक्स को डॉक सबमिशन टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स भी बोलते हैं, क्योंकि पीपीटी और पीडीएफ एक तरीके से डॉक्यूमेंट या डॉक ही हैं।
तो गाइस जब कभी हम लोग बैकलिंक्स को क्रिएट करने की बात करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज का हम बैकलिंक्स लगाने जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वहां पर केवल हमें बैकलिंक ही मेंशन करना होता है या हमारा जो वेब पेज का लिंक है वही मेंशन करना होता है। लिंक के साथ साथ हम कुछ कंटेंट को भी यूज करते हैं। जब हम ब्लॉग सबमिशन करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल्स यूज करते हैं, जब हम आर्टिकल सबमिशन करते हैं तो वहां पर दूसरे टाइप का हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैकलिंक्स बनाते हैं तो जहां पर भी हम बैकलिंक्स बना रहे हैं वहां पर हम उसके सपोर्ट में कुछ कंटेंट भी डालते हैं ताकि कंटेंट के अराउंड रिलेवेंसी बिल्ड हो सके और वो कंटेंट हमारे वेब पेज के रिलेवेंट हो जहां से भी हम लोग बैकलिंक्स ले रहे हैं। तो जिस भी कंटेंट के अराउंड हमारा बैकलिंक होगा या जिस भी कंटेंट के साथ, हम लोग बोलें ज्यादा सही होगा, जिस भी कंटेंट के साथ हमारा जो बैकलिंक होगा उस पेज के ऊपर मेंशन होगा, अगर उसी टाइप का कंटेंट हमारी वेबसाइट वेब पेज के ऊपर भी है, उसी निश का कंटेंट जो है हमारी वेब पेज के ऊपर है, तो वो एक रेलेवेंसी मेंटेन होगी, जो कि हम जानते हैं कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जो कंटेंट की बात हो रही वो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पीपीटी और पीडीएफ के फॉर्म में। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स से मैंने एक ब्लॉग लिखा, यहां पर मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेलेवेंसी आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है। लेट्स से मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग का जो टाइटल है वो ये है, फ्यूचर और स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। यहां पर मेंशन कर देता हूं, फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। मान लिया मैंने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग सेक्शन के अंदर मैंने ब्लॉग लिखा है और इस ब्लॉग को मैं कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराना चाह रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ब्लॉग के जो बैकलिंक्स हैं वो मैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बनाऊं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पीपीटी बनाऊंगा, राइट। मैं एक प्रॉपर पीपीटी बनाऊंगा जिसमें जो कंटेंट मैंने इस ब्लॉग के अंदर लिखा है उसी के जो कुछ पॉइंट्स हैं या उसी के जो हाइलाइट्स हैं, राइट, उसी से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो सारी चीजें मैं उस पीपीटी के अंदर मेंशन करूंगा। तो रेलेवेंसी हो जाएगी भाई। जैसे मैंने ब्लॉग में जो आप यहां पर देख रहे हो, जैसे मैंने ब्लॉग में भी फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया जो है वो लिखा हुआ है, तो उसी कंटेंट के अराउंड मैं एक पीपीटी बनाऊंगा। कुछ पॉइंटर्स में हो सकता है मेंशन कर दो, ऐसा भी नहीं करना है कि जो ब्लॉग में ही कंटेंट लिखा है उसी को पूरा कॉपी करके हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ऐसा भी नहीं करना है। उसी के रिलेवेंट या उसी टाइप का जो कंटेंट है वो हमें वहां पर तैयार करना है अपनी पीपीटी के अंदर। कोशिश करना है 5-6 पेजेस की मिनिमम आप पीपीटी बनाएं। बहुत सारे लोग 1-2 पेज की भी बनाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 से 6 पेज की जो है वो पीपीटी बनाएं और प्रॉपर थोड़ा सा कंटेंट जो है उस पीपीटी के अंदर आप मेंशन करें। प्रॉपर स्ट्रक्चर करके आप उस पीपीटी के अंदर जो कंटेंट है वो मेंशन करें। जहां पर जरूरत है इमेजेस वगैरह की, वहां पर आप इमेजेस वगैरह को भी पीपीटी के अंदर यूज करें। मतलब जितना अच्छे इंफॉर्मेशनल तरीके से आप उस पीपीटी को बना सकते हैं आप बनाएं। ऐसा मत सोचे कि आप उसको बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसको बहुत ही अच्छा कंटेंट नहीं देंगे उस पीपीटी में, ऐसे मत सोचें। अगर आप बैकलिंक्स के पर्पज से भी उस पीपीटी को यूज करें फिर भी आपको एक बेहतर कंटेंट जो है उस पीपीटी में डिवाइस करना होगा, बनाना होगा। आपने पीपीटी बना ली, जैसे मैं मान के चलता हूं यहां पर आपने पीपीटी बना ली, ठीक है। मैं केवल एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे हम लोगों ने यहां पर जो है अपनी पीपीटी तैयार कर ली। अब इस पीपीटी में बैकलिंक कहां से आएगा, क्योंकि बैकलिंक भी तो हमें मेंशन करना है। तो सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर जिन वेबसाइट पर जाकर हम पीपीटीज को अपलोड करेंगे और वहां पर हम लोग बैकलिंक्स लगाएंगे, तो क्या पीपीटी के अंदर भी बैकलिंक होगा? हाँ, आपको पीपीटी के अंदर भी, पीपीटी कह लें हम या पीडीएफ कह लें या डॉक्यूमेंट कह लें, कुछ भी आप कह लें उसको, उसके अंदर भी आपको जो है वो लिंक जो है वो यूज करना है, हाइपर लिंक जो है वो यूज करना है। ये बहुत ही ईजी होता है, ये टफ नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं, इंसर्ट के ऊपर आप आ जाएं, तो यहां पर मैं कोई भी एंकर टेक्स्ट अगर बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन इंडिया, और उसके बाद हमें इसको हाइपर लिंक बनाना। मैं सिंपली यहाँ चला जाऊँगा, वापस इंसर्ट पे जाकर हम लोग हाइपर लिंक में जाकर जिस भी यूआरएल का हमें हाइपर लिंक बनाना है वो यहाँ पर हम लोग बना देंगे, ठीक है। वो चीज़ हमने मेंशन कर दी। सर यहाँ पर केवल मार्केटिंग के ऊपर ही हुआ है अभी हाइपर लिंक, बट आप समझ जाए इसको पूरे के ऊपर हमें करना है। जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पर जब मैं होवर कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये किस लिंक के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिंक जो है वो बना लेंगे। तो आपने एक बार तो आप का जो कंटेंट जो पीपीटी के फॉर्म में, उसके अंदर भी आपने लिंक प्लेस कर दिया। अब आपको ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाना है जो पीपीटी या पीडीएफ सबमिशंस को एक्सेप्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। आपको सिंपली यहाँ गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आप टाइप कर लें HiDAPA
एंड यहाँ पर पीपीटी सबमिशन वेबसाइट्स, बहुत ही फेमस वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 99 प्लस फ्री हाई डीएपीए पीपीटी सबमिशन साइट्स हैं। एक बार के लिए मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी और कुछ वेबसाइट्स को आप देखते ही समझ जाओगे काफी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आप को अच्छी वेबसाइट्स मिलती जा रही हैं उनका डेटाबेस आप खुद बनाते जाएं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, उनको जो लगता है कि ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अच्छी हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, तो उसके लिए लोग अलग से ना अपनी गूगल शीट या एक्सेल शीट बनाते जाते हैं और उसके अंदर उन वेबसाइट्स को, जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, उनको वो मेंशन करते जाते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू दैट। जैसे आप देखो यहाँ पर slideshare.net है, तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ एक बार, slideshare.net के ऊपर। फाइन, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको लॉग इन कर लेना है इसके ऊपर। ठीक है, एक बार के लिए वेबसाइट लोड हो जाने देते हैं हम लोग। यहाँ पर आने के बाद आप लॉग इन कर लें एंड लेट्स से मैं यहाँ पर जैसे ईमेल से लॉग इन करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ मैं, और भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। लेट्स से मैं फेसबुक से या लिंक्डइन से अगर मैं करना चाहूँ, दैट आई कैन ऑल्सो डू। तो मैं एक बार लिंक्डइन से करके दिखा देता हूँ आपको क्विकली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पासवर्ड मेंशन कर देते हैं अपना। तो ओके, मैंने अभी ना लॉगिन कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया। अब आपको क्या करना है, अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट है, आप उनको भी देख सकते हो एक बार के लिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको दिख रहा है, बट आपको क्या करना है, आपको अपलोड के ऊपर जाना है और यहाँ पर शेयर डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड करना है। तो लेट से मैं डेस्कटॉप से कोई पीपीटी ऐसे ही उठा लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए केवल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पीपीटी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आपका टाइटल होता है पीपीटी का वो यहाँ पर आ जाता है। आप मेक श्योर करें कि टाइटल को आप थोड़ा सा रिलेवेंट बनाएं। और यहाँ पर देख रहे हो आप, जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पीपीटी जो है हमारी वो आ चुकी है। आपको यहाँ पर टाइटल मेंशन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना जो लिंक है वो मेंशन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको कैटेगरी बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है। लेट से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ या मैं मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारी कैटेगरी इज मार्केटिंग और यहाँ पर मैं टैग्स लगा दूंगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ठीक है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो गया। राइट, ये सारे टैग्स हम लगा देंगे ताकि हमारा ये जो कंटेंट है ये सही कैटेगरी में पहुंच जाए। जैसे आप यहां पर देख सकते हो ना, ऐड अप टू 20 कीवर्ड्स टू इंक्रीज डिस्कवरेबिलिटी बाई 30%। तो 20 कीवर्ड्स की बात करें, दीज आर बेसिकली टैग्स जिनको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद पब्लिक करके आपको सिंपली पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। और आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर लाइव हो जाएगी, या जो आपका पीपीटी है वो यहाँ पर लाइव हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप कंटेंट की हेल्प लेकर, यानी कि पीपीटीज, पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स की हेल्प लेकर आप अपने बैकलिंक्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने शीट आपको बताई हुई है कि आप किसी भी टाइप के बैकलिंक को बना रहे हैं, उसका डेटाबेस आपको जरूर बना के रखना है ताकि आपको पता चले कि आपके बैकलिंक्स कहां पर बन रहा है। तो जब आप वो डेटाबेस बना कर रखेंगे तो कभी भविष्य में अगर जरूरत होगी आपको पता होगा मेरे कहां कहां पर बैकलिंक्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने पीडीएफ, पीपीटीज रिलेटेड जो बैकलिंक्स होते हैं वो आप बना सकते हैं। पीबीएन लिंक्स यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स को यूज करके जो बैकलिंक्स बनाए जाते हैं उसके अराउंड आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि पीबीएन लिंक्स क्या है। पहले पीबीएन लिंक्स को बनाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज होती थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे जो लिंक बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया और दूसरे तरीकों से भी जो पीबीएन मेथड है उसको यूज करके बैकलिंक्स बनाना शुरू किया। किस तरीके से गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करता है, गूगल क्या इस चीज को चेक कर पाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बैकलिंक्स बने वो पीबीएन से बने हुए हैं ताकि वो पेनलाइज कर सके। गूगल का पीबीएन नेटवर्क्स के बारे में क्या सोचना है, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले। गाइस, सबसे पहले मैं एक दो चीजें आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखो, आज के टाइम में गूगल का ये 100% मानना है कि जो पीबीएन टेक्निक या जो पीबीएन को यूज करके आप बैकलिंक्स बनाते हैं वो गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैकलिंक्स जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं साथ ही साथ और आपको बताऊंगा, कहीं कहीं पर गूगल के जो बॉट्स होते हैं ना वो पीबीएन नेटवर्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अगर जो लिंक बिल्डिंग करने वाले लोग हैं वो कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखते हैं। तो यानी कि पीबीएन नेटवर्क बनाकर भी आप कुछ हद तक बच के निकल सकते हो, बट ये भी देखा गया है कि वो इनिशियली तो आप बच के निकल जाते हो बट बाद में कहीं ना कहीं आप जरूर फंसते हो और गूगल बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने पीबीएन नेटवर्क्स के थ्रू यानी पीबीएन के थ्रू आपने बैकलिंक्स बनाया और फिर आपकी वेबसाइट या तो डी रैंक होती है या फिर पेनलाइज होती है या फिर आपके जो लिंक्स हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। देखो, बैड लिंक्स का 3 असर मेन होते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने टॉक्सिक लिंक्स या जो अच्छे लिंक्स नहीं उनको बना दिया तो 3 मेन
उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पहला जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो ये होते हैं कि उन लिंक्स की आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वो लिंक्स नॉर्मल पड़े रहेंगे, ठीक है, ना उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू है ना उसकी कोई नेगेटिव वैल्यू, तो कोई फायदा नहीं है, आपके रिसोर्सेज, टाइम, सारी चीजें वेस्ट हो गई हैं उस टाइप के लिंक्स को बनाने में। ये पहली चीज। सेकंड जो चीज ये है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो डाउन हो सकती है, ये सेकंड कॉन्सिक्वेंसेज है। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो पेनलाइज भी हो सकती है। बट इन सब चीजों को रिव्यू करने के लिए गूगल के पास दो मेथड्स हैं। एक होता है उसके बॉट का मेथड, यानी कि ऑटोमेटेड मेथड, जो उसके बॉट जो चीजें समझ पाते हैं कि आप गूगल की गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो गूगल के अकॉर्डिंग आप बैकलिंक्स जो बनाने थे वो आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये सारी चीजें बॉट जो है वो एक बार वेरीफाई करते हैं, बॉट जो है उसको स्क्रूटनी करते हैं। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है जो गूगल के अपने ह्यूमन एम्प्लॉयज हैं, यानी ह्यूमन जो रिव्यूअर्स हैं वो भी कंटेंट को रिव्यू करते हैं, वो भी आपकी वेबसाइट को देखेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से बैकलिंक्स पॉइंट हो रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो बैकलिंक है वो इस वेबसाइट से है, ये वाला जो बैकलिंक है वो इस वेबसाइट से है। अब इन दोनों वेबसाइट में कोई कनेक्शन तो नहीं है, अगर दोनों वेबसाइट में कोई कनेक्शन है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि पीबीएन के अंदर है, और भी बहुत सारे जो लिंक्स आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, तो उसके बेसिस पर ह्यूमन रिव्यूअर्स भी इस चीज को चेक करते हैं। तो बच के निकल पाना बड़ा मुश्किल है, अगर आप निकल भी गए किसी तरीके से तो लॉन्ग रन में ये चीज काम नहीं करने वाली है। बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है ये पीबीएन का। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से पीबीएन को यूज करते हैं, पीबीएन की जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं, और लोगों का अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि हम वो चीज नहीं फॉलो करते हैं जो गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। देखो, ब्लैक हैट करके, थोड़ा बहुत ब्लैक हैट करके या ब्लैक हैट स्ट्रैटेजीज को यूज करके थोड़े टाइम के लिए रैंक करना, मैं इसके फेवर में कभी नहीं रहता हूं। थोड़े टाइम के लिए देखो, आप चीजों को टेस्ट जरूर कर सकते हो। आपके पास 10, 15, 20 वेबसाइट्स हैं तो आप चीजों को टेस्ट करो। आपके लिए अगर ये चीज वैल्यू नहीं रखती कि ठीक है मेरी वेबसाइट ये डाउन हो जाएगी, तो फिर आप उसके ऊपर ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। बट हम अपने क्लाइंट के ऊपर कभी भी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स नहीं टेस्ट करते हैं, या अगर हमारी वेबसाइट है तो हम उनके ऊपर भी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स नहीं टेस्ट करते हैं। हो सकता है बच के निकल जाएं, हम भी ऐसा हो सकता है कि बच जाएं और पीबीएन जो स्ट्रैटेजी उसको गूगल ना कैच कर पाए, बट लॉन्गर रन में थोड़े समय बाद आप ये मान के चलो कि उसका नुकसान आपको होना ही होना है। तो सीधे मुद्दे की बात यह है कि मैं इसको अवॉइड करने को कहता हूं सीधे सीधे। अब ये समझ लेते हैं कि पीबीएन क्या है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने क्या जुगाड़ या क्या टेक्निक लगाई है ताकि वो जो गूगल है वो उनको पकड़ ना पाए, और आज के टाइम में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है, देखो मैंने बड़ा बड़ा पॉइंट यहां पर लिख रखा है, पीबीएन आर नाउ कंसिडर्ड एज अ प्योर ब्लैक हैट टैक्टिक। ठीक है, तो अब पीबीएन का मतलब क्या होता है? देखो, ये हमारी मेन साइट है। मेन साइट वो होती है, या मेन जो हमारी वेबसाइट का पेज है वो ये पेज होता है जिसको हम रैंक करना चाहते हैं। कहीं कहीं पर आप देखोगे इसको मनी साइट भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये मेन वेबसाइट है। अब हमने क्या किया, हमने एक होस्टिंग के ऊपर बहुत सारी जो वेबसाइट्स है खुद बना के, जो डोमेन्स है खुद खरीद करके, ठीक है, बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उनको मैंने एक होस्टिंग के ऊपर होस्ट करा दिया। जैसे यहां पर एक मैंने वेबसाइट बना दी W1, ये एक दूसरी, तो ये सब पीबीएन है, मतलब प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हम ही इसको ओन करते हैं, ये हमारे ही ब्लॉग्स का नेटवर्क है। तो मैंने एक वेबसाइट बना दी W1, एक दूसरी वेबसाइट बना दी W2। ये बना पाना ईजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो चीज नहीं कि बहुत टेक्निकलिटीज की आपको जरूरत है, या चीज पॉसिबल नहीं है, बड़ी आसानी से, क्योंकि जैसे ब्लॉग्स बनाए जाते हैं वैसे आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट जो है वो फटाफट आप बना सकते हैं। एक नया डोमेन खरीदा, फटाक से एक वेबसाइट बनाई, तो ये वेबसाइट बना दी गई, एक दूसरी वेबसाइट, ऐसे बहुत सारी, लेट से ये 10 वेबसाइट जो है हमने बना दी। अब ये जो 10 वेबसाइट्स थी, क्या किया गया, इसके ऊपर कंटेंट लिखा गया। ठीक है, कंटेंट लिखने में भी मेहनत करी गई, और कंटेंट लिखने के बाद यहां से जो एक लिंक है वो इस वेबसाइट के ऊपर दे दिया गया। यहां से भी एक लिंक दे दिया गया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो आप देखो, ये 10 वेबसाइट या 15 वेबसाइट जितनी भी आपने अपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के अंदर वेबसाइट बनाई, इनसे जो है आपने अपनी मेन वेबसाइट को जो है वो लिंक दे दिया। अब एक बात समझो, ये 15 वेबसाइट्स कोई रेगुलरली नहीं रन करेगा। क्या आप ऐसा करोगे कि हर 15 वेबसाइट्स को आप प्रॉपरली उनके ऊपर जो कंटेंट है वो डालेंगे, यूनिक जो कंटेंट है वो डालेंगे, रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालेंगे, उन वेबसाइट्स की भी अथॉरिटी को आप इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे? ऐसा कोई नहीं करता है ना। तो जब आप ऐसा नहीं करोगे तो ये वेबसाइट जो है इनकी अपनी अथॉरिटी कुछ बढ़ेगी नहीं। अब जब इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और इससे आपकी वेबसाइट को जो बैकलिंक है
वो मिला हुआ है, ठीक है। और अब जब गूगल आपकी वेबसाइट के लिंक्स को क्रॉल करेगा, लिंक्स को स्टडी करेगा, तो आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा भाई ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर एक लिंक आ रहा है, इस वेबसाइट से आ रहा है, W1 वेबसाइट से, ठीक है, अच्छी बात है। वो देखेगा कि एक W2 वेबसाइट से भी यहां पर लिंक आ रहा है, एक देखेगा ये W3 वेबसाइट से भी लिंक आ रहा है। तो गूगल को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि आप ही लोग बहुत सारे फुटप्रिंट छोड़ आते हो कि ये वेबसाइट और ये वेबसाइट और ये वेबसाइट और ये वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट्स आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का पार्ट है। अब बोलेंगे भाई सारी वेबसाइट्स कनेक्टेड है, ठीक है, बट कैसे, गूगल को कैसे पता चल गया? भाई साहब आपने होस्टिंग तो एक ही ले रखी थी, आपकी आईपी तो एक ही थी, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा। सारी वेबसाइट्स को आपने एक ही एनालिटिक्स से कनेक्ट कर दिया तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। बहुत सारे ऐसे फुटप्रिंट्स होते हैं जिनके हेल्प से बड़ी आसानी से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं गूगल की ये एक वेबसाइट जो है वो पीबीएन नेटवर्क से लिंक्स को ले रही है, ठीक है। ये टेक्निक चली, शुरुआत में बहुत चली, बट ये समस्या तब आई जब पेंगुइन जो है वो अपडेट आई गूगल की। जब पेंगुइन अपडेट आई गूगल की तब ये चीजें काम करनी बंद कर दी। क्यों काम करनी बंद कर दी? क्योंकि पेंगुइन का मेन काम ही था कि जो लिंक स्कीम्स हैं उनको पकड़ना, जो लोग फेक इस टाइप के लिंक्स बना रहे हैं उन लिंक्स को पकड़ना और उन लिंक्स की वैल्यू वेबसाइट पे ट्रांसफर ना होने देना, मतलब उन लिंक्स की कोई वैल्यू ना रखना। तो ये काम था पेंगुइन का। लिंक स्पैम से बेसिकली डील करता था पेंगुइन का जो एल्गोरिदम था। तो पेंगुइन एल्गोरिदम आने के बाद ये जो लिंक्स बन रहे थे और पेंगुइन के थ्रू ये बात गूगल के सिस्टम को पता चल गया, तो एल्गोरिदम के थ्रू कि भाई ये जो लिंक्स बन रहे हैं ये लो अथॉरिटी के लिंक्स बन रहे हैं, ठीक है। अब लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या करा जाए कि हाई अथॉरिटी से लिंक्स बने, तो लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। लोगों ने क्या किया, इस बार उन्होंने एक्सपायर डोमेन्स बाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से लोगों ने एक्सपायर डोमेन्स को बाई करना शुरू किया। अब लोगों ने क्या किया, एक्सपायर डोमेन्स बाई किए, उसके ऊपर नई वेबसाइट जो है वो बनाई, थोड़ा बहुत कंटेंट डाला, 5-10 पोस्ट डाली, यहां से एक बैकलिंक ले लिया, फिर दूसरे जो एक्सपायर डोमेन से वहां से एक बैकलिंक ले लिया, फिर तीसरे एक्सपायर डोमेन से बैकलिंक ले लिया, चौथे एक्सपायर डोमेन से बैकलिंक ले दिया। इस तरीके से लोगों ने जो है अपने पीबीएन नेटवर्क्स को यूज करना शुरू किया और वहां से बैकलिंक जो है वो लेना शुरू कर दिया। बट गूगल के लिए ये चीज भी पता कर पाना बहुत मुश्किल नहीं था। थोड़े टाइम के बाद ये स्ट्रैटेजीज भी फेल होने लगी और गूगल काफी इजीली आइडेंटिफाई करने लगा कि इस टाइप की चीजें भी पीबीएन नेटवर्क्स में यूज हो रही हैं, ठीक है। ये भी बात गूगल को समझ में आने लगी। अच्छा, इस चीज ने एक नए टाइप के बिजनेस को भी जन्म दे दिया। लोगों ने फाइवर पे, लोगों ने और दूसरे जो फ्रीलांसर्स मार्केट प्लेस वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर लोगों ने अपनी सर्विसेज बेचनी शुरू कर दी कि देखो भाई मेरे पास 50 वेबसाइट्स का एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क है, मैं आपकी वेबसाइट के लिए जो है इन वेबसाइट से लिंक्स दे देता हूं और मेरे को कुछ सम ऑफ अमाउंट आप दे दो। ऐसी सर्विसेज भी मार्केट में आ गई। बट ये सारी चीजें ना आज नहीं तो कल गूगल धीरे धीरे इनको आइडेंटिफाई करने लगा और आज के टाइम में भी ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर आप ऐसी सर्विसेज लेते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको दिखे कि आपकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही वो रिव्यू में जाएगा आपकी रैंकिंग जो है वो फिर वापस आप देखोगे डिक्रीज हो जाएंगी या उन लिंक्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और एक खतरा आपकी वेबसाइट पे पेनलाइज होने का भी है। तो मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप खतरों के खिलाड़ी बनो। अगर आपको टेस्ट करना ही है तो किसी ऐसी वेबसाइट पे आप टेस्ट करो जो अगर जा भी रही है तो आपको कोई दुख ना हो, ठीक है। तो लोगों ने इस टाइप से बैकलिंक्स को खरीदना भी शुरू कर दिया। अब वो भी पकड़े जाने लगे गूगल के थ्रू। तो लोगों को ये समझ में आया कि हम लोग ये करते हैं कि जो गूगल फैक्टर्स को पकड़ता है, जिन फैक्टर्स की हेल्प से गूगल ये आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये वेबसाइट ना प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का पार्ट है, उन फैक्टर से थोड़ा सा प्ले करना शुरू करते हैं। तो आज के टाइम में जो लोग पीबीएन को यूज कर रहे हैं ना वो इस तरीके से यूज करते हैं कि वो फुटप्रिंट्स ना छोड़ें। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है फुटप्रिंट्स, पीबीएन के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है कि कहीं पर आप फुटप्रिंट्स ना छोड़ें। फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसे सिग्नल्स आप गूगल को ना दें जिससे गूगल को यह बात समझ में आ जाए कि ये दोनों जो वेबसाइट्स है ना, ये दोनों वेबसाइट्स एक ब्लॉग नेटवर्क का पार्ट है, कोई रिलेशन उसमें ना हो पाए, ठीक है। जैसे आपने पता चला एक ही एनालिटिक्स पे जैसे मैंने बताया वो कर दिया आपने, एक ही होस्टिंग से कर लिया आपने। तो अब अगर आप इन सभी फैक्टर्स को ध्यान देंगे, होस्टिंग अलग लेंगे, बहुत सारी चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा की आएगी। तो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाकर उसको सक्सेसफुली रन करना, इसकी भी अपनी कॉस्ट
होती है। चलिए शुरू करते हैं और ये भी देख लेते हैं हम लोग वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी हेल्प से गूगल ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वाली वेबसाइट जिससे इसको बैकलिंक मिल रहा है ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है लेटर पीपल स्टार्टेड बाइंग एक्सपायर्ड डोमेन्स टू पास दैट लिंक जूस टू देयर मेन वेबसाइट, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर पहले से बैकलिंक्स बने होते थे और प्रॉपर ना रिसर्च करके लोग एक्सपायर्ड डोमेन जो है उनको बाय करते थे। ऐसे नहीं कि नॉर्मल कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन है बाय कर लिया, नहीं, देखते थे कि उस जो एक्सपायर्ड डोमेन है उसके ऊपर पहले कौन सी वेबसाइट थी, उसके ऊपर कितने बैकलिंक्स बने हैं, किस टाइप के बैकलिंक्स बने। जितनी ज्यादा हाई अथॉरिटी की वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी उस एक्सपायर डोमेन्स के ऊपर, जितने अच्छे बैकलिंक्स उस एक्सपायर डोमेन के ऊपर पॉइंट करते थे उतना अच्छा था उनके लिए। तो वो अथॉरिटी या लिंक जूस वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, तो वो वाली जो पार्ट था उसमें वो टिक कर देते, मतलब वो चीज वो फुलफिल कर लेते थे अगर एक्सपायर डोमेन्स को सही तरीके से बाय करते थे। तो पीबीएन नेटवर्क को सही तरीके से रन करना आज भी पॉसिबल है, लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप पीबीएन नेटवर्क्स के ऊपर जाएं। ठीक है, अब जैसे गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला पॉइंट आप देख रहे हो उसे होस्टिंग ऑन द सेम आईपी। ठीक है, जैसे हु इज से सब पता चल जाता है ना, हु इज से कि इसका जो रजिस्ट्रार है वो कौन सा है, बहुत सारी डिटेल जो है वो पता चल जाती है। तो उसकी हेल्प से भी गूगल को पता चल जाता है कि जो कुछ डोमेन्स हैं वो सेम डे पे जो है वो रजिस्टर किए गए, सेम उनका जो रजिस्ट्रेशन नेम वगैरह है, जो भी डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सेम है। तो ये सारे सिग्नल्स हैं जो गूगल को मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। सेकंड, साइट डिजाइन्स, ऐसी जो वेबसाइट जो पीबीएन नेटवर्क के अंदर बनाई जाती है ना, जनरली लोग उनके एस्थेटिक्स पे और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा काम करते नहीं है। ठीक है, सेम टाइप की थीम, सेम टाइप का लेआउट, सेम टाइप की सारी चीजें, सेम टाइप का कंटेंट पोस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी ना बैकलिंक चाहिए होता है। उसके कंटेंट, उसकी क्वालिटी, इन सब चीजों पे कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, सिमिलर थीम्स, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा, साइट ओनरशिप अगर कॉमन है तो भाई ये तो आपने एक ना परोस के दे दिया गूगल को कि भाई देख लो यही जो डोमेन्स हैं ये सब मैंने ही खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें गूगल को सिग्नल दे देती हैं, बड़ी आसानी से वो पीबीएन नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लेता है। कंटेंट डुप्लीकेशन, मतलब वही कंटेंट आपने मल्टीपल वेबसाइट्स, क्योंकि यूनिक कंटेंट बना पाना लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, और अगर यूनिक कंटेंट उनको बनाना ही है तो फिर वो 8-10 प्रॉपर वेबसाइट्स ही रन करें ना और वहां से बैकलिंक ले ले। लेकिन अगर आप बार बार उन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक्स लोगे, जैसे मैंने कहा कि सर ठीक है आप ये बोल रहे हो ये सारी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग ना प्रॉपर 10 वेबसाइट्स बनाते हैं, अलग डोमेन्स लेते हैं, अलग होस्टिंग लेते हैं, सब कुछ अलग लेते हैं, टीम 10 लोगों की अलग बिठा देते हैं और उन 10 वेबसाइट से फिर बैकलिंक्स हम लेना शुरू करते हैं। बट आपको ये बात पता है कि जैसे आपने जो बैकलिंक्स लेने हैं वो यूनिक डोमेन से लेने हैं। यूनिक डोमेन्स का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक वेबसाइट से एक बैकलिंक लेते हो और अगर आप उसी वेबसाइट से दोबारा बैकलिंक लेते हो, उसी वेबसाइट से तिबारा बैकलिंक लेते हो, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको पहले बैकलिंक से ही मिल चुकी है, दूसरे और तीसरे बैकलिंक से आपको कोई उतनी ज्यादा वैल्यू मिली नहीं है। तो आप 10 वेबसाइट्स बनाकर उसके ऊपर बार बार कंटेंट लिखकर बार बार अगर उससे बैकलिंक्स आप लोगे तो क्या गूगल इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि क्या चल रहा है भैया, इन 10 वेबसाइट से रेगुलर इनको बैकलिंक्स आ रहे हैं, यही 10 वेबसाइट्स हैं जिनसे इनको रेगुलर बैकलिंक्स आ रहे हैं। तो अगर 10 वेबसाइट से रेगुलर बैकलिंक्स आ रहे हैं तो गूगल को सिग्नल नहीं जाएगा कुछ गड़बड़ी है, क्यों इन्हीं 10 से आ रहे हैं। तो फिर वही बात आ गई कि फिर आपको बहुत सारी मल्टीपल जो वेबसाइट्स हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो जितने आपको यूनिक लिंक्स लेने हैं, जितने ज्यादा आपको यूनिक लिंक्स लेने उतनी ज्यादा आपको जो वेबसाइट्स हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब जब आप ज्यादा वेबसाइट्स क्रिएट करोगे तो वहां रिसोर्सेज भी तो लगेंगे भाई, पैसा भी तो खर्च होगा, डोमेन खरीदना है, कंटेंट मेंशन करना है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कहीं गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप पीबीएन नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं तो सारी मेहनत बेकार। ठीक है, सेम टाइप ऑफ बैकलिंक जो मैंने बताया कि सेम बैकलिंक्स जो आपको मिल रहे हैं वो बार बार उसी टाइप की वेबसाइट से मिल रहे हैं। 7th पॉइंट, यूजिंग सेम गूगल फॉर गूगल एनालिटिक्स, मतलब जीमेल आईडी जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल आईडी। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, एक ही गूगल एनालिटिक्स पे सारे कनेक्ट करे हुए हो आप। ऑल डोमेन्स लिंकिंग टू सेम मेन वेबसाइट। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे जैसे डोमेन्स हैं ये सारे एक ही वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं और बार बार ये एक ही वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। तो चलो ये एक तो फैक्टर हो गया जो उसको थोड़ी सी सिग्नल दे देगा गूगल को कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ी जरूर है, बट ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है ना। तो आज के टाइम में अगर किसी तरीके से ये सारे जो जुगाड़ हैं, लूप होल्स हैं, इनको ध्यान में रख कर
अगर आपने पीबीएन नेटवर्क क्रिएट कर भी लिया तो बहुत ज्यादा समय तक उसको आप सस्टेन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, ये आता है ब्लैक हैट टेक्निक के अंदर। अब ब्लैक हैट टेक्निक क्या होती है? ब्लैक हैट टेक्निक का सीधा सा मतलब ये होता है कि ये वो टेक्निक है जो गूगल रिकमेंड नहीं करता है, बट इसमें कुछ लूप होल्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको टेम्परेरी रैंकिंग मिल जाए, या अगर आप बच जाओ तो थोड़े ज्यादा समय के लिए आपको रैंकिंग मिल जाए। तो बहुत सारी एजेंसीज ने भी ये किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए फाइवर वगैरह से और ऐसी जगहों से जो है इस टाइप के बैकलिंक्स खरीदे, जो कि मैं कभी नहीं रिकमेंड करता हूं। बैकलिंक्स हमेशा मैनुअली बनाने चाहिए, प्रॉपर बनाने चाहिए, और जो बैकलिंक्स बनाने के बेसिक्स हैं, रेलेवेंसी, हाई अथॉरिटी वेबसाइट, कंटेंट बेस्ड बैकलिंक्स, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बैकलिंक्स बना लेंगे। एक और चीज मैं जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, देखिए उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि एजेंसी वाले लोगों को, एजेंसी ओनर्स को, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बैकलिंक अगर आपको क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं तो उसमें टाइम जरूर लगेगा। कोई भी बिजनेस ओनर प्लीज आप पुश मत करें कि मेरे को तो 50 बैकलिंक्स रोज चाहिए, 30 बैकलिंक्स रोज चाहिए, 40 बैकलिंक्स रोज चाहिए। क्वालिटी के साथ अगर आप बैकलिंक्स के केस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो मैं अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हमने देखा है टॉक्सिक बैकलिंक्स के साथ कई बार वेबसाइट 6-6 महीने तक रैंक करी, जबरदस्त रैंक करी, उसके बाद उसमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो उसके पीछे जो रीजन था वही था, क्योंकि हम कंटेंट अगर लगातार वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं, वेबसाइट के कंटेंट को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद वेबसाइट के डाउन होने का रीजन क्या हो सकता है? इसका मतलब हमारी बैकलिंक की जो प्रोफाइल है वो ठीक नहीं है, हमारी जो बैकलिंक की प्रोफाइल है वो किसी तरीके से करप्ट हो गई है। तो आप लॉन्गर रन के लिए अगर किसी वेबसाइट को रन करना चाहते हैं, मेक श्योर करें कि आप क्वालिटी बैकलिंक्स ही बनाएं। आई बिलीव आपको ये पीबीएन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर जो फैक्टर्स वगैरह हैं वो भी आपको मेंशन कर दिया, और किस टाइप से पीबीएन इवॉल्व हुआ वो भी मैंने मेंशन कर दिया। और अभी भी ये टॉपिक काफी डिबेटेबल है, कुछ लोगों के लिए काम करता है, बट ये बात 200% गारंटी के साथ सही है कि लॉन्गर रन में काम नहीं करेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल गूगल और अच्छे तरीकों से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये आपका पीबीएन नेटवर्क है। और खरीदे तो बिल्कुल ना, मतलब जो फाइवर पे और जो दूसरी जगहों पर आपको पीबीएन लिंक्स खरीदने को मिलते हैं ना, उनको तो बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। टियर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, कि ये टियर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है, और क्यों इसको ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक में रखा गया है। गाइस बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग टियर लिंक बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं और हम सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट को रैंक कर पा रहे हैं। गाइस टियर लिंक बिल्डिंग ना एक बहुत ही एडवांस्ड लिंक बिल्डिंग की टेक्निक आपको इस तरीके से समझना, या जब तक आपको लिंक बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी चीजें ना पता हो तब तक आपको इस टाइप की टेक्निक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग टियर लिंक बिल्डिंग करें, क्योंकि मेरे लिए जो भी ब्लैक हैट टेक्निक है मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता हूं। बट जैसे मैंने बताया, जो लिंक बिल्डिंग है ना, ये काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है, मतलब हर पर्सन की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, और कुछ लोगों को उस स्ट्रैटेजी से रिजल्ट मिलते हैं और कुछ लोगों को उस स्ट्रैटेजी से रिजल्ट नहीं मिलते। मैं कभी भी ग्रे या ब्लैक हैट स्ट्रैटेजी को प्रमोट नहीं करता हूं, उसकी बात नहीं करता हूं, ना ही मैं उन सब चीजों को पढ़ाता हूं। बट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो ये टियर लिंक बिल्डिंग है ये किस तरीके से काम करती है, और जो लोग टियर लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात ये कह दे रहा हूं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक ब्लैक हैट या आप इसको बोल ले ग्रे हैट एसईओ टेक्निक जरूर है। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है। देखो ये जो टेक्निक है ये बेस्ड है इस चीज के ऊपर कि आप अपने बैकलिंक्स के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। अब इस बात को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। देखो मान के चलते हैं ये आपकी वेबसाइट है, या हम लोग इसको मनी वेबसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मनी वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट है। आपने क्या किया, पहले अपनी वेबसाइट के लिए कुछ बैकलिंक्स बनाए। फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि ये बैकलिंक्स आपने हाई क्वालिटी जो बैकलिंक्स है वो बनाए इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट पोस्ट, या दूसरे जो टेक्निक्स हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने की, उनको आपने यूज किया और आपने कुछ बैकलिंक्स बनाए। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग गेस्ट पोस्ट ही मान के चलते हैं, तो यहां पर एक आपने जो गेस्ट पोस्ट है वो कराई, और यहां से आपने जो बैकलिंक है वो ले लिया। अब ये बैकलिंक आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है। ध्यान रहे कि ये जो टियर 1 बैकलिंक होते हैं ये हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए, या जो लोग बनाते हैं इस टाइप के बैकलिंक्स वो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ही बनाते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारे टियर 1 बैकलिंक्स। अब ध्यान से समझना, जैसे हमने एक वेबसाइट से बैकलिंक लिया,
फाइन, वो वेबसाइट थी a.com/a। ये एक पोस्ट लिखी गई, गेस्ट पोस्ट लिखी गई और इसके बीच में हमने बैकलिंक ले लिया जो हमारी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा था। अब ये आप समझने की कोशिश करो, देखो हो सकता है कि ये वाला जो डोमेन है ये पावरफुल हो, मतलब डीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डोमेन पावरफुल हो, लेकिन क्योंकि ये पेज अभी क्रिएट किया गया है, नया पेज क्रिएट किया गया है, हम लोगों ने गेस्ट पोस्ट करी है, गेस्ट ब्लॉग लिखा हुआ है, तो इस पेज की अगर देखा जाए एज सच तो कोई स्ट्रॉन्ग पेज अथॉरिटी नहीं होगी। ये बात क्लियर है कि यहां पर इसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग पेज अथॉरिटी नहीं होगी। तो जिस कॉन्सेप्ट पे ये टियर लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बिल्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहा क्या जाता है कि हम क्या करेंगे, हम दूसरे जो है पोस्ट बनाएंगे, दूसरे जो बैकलिंक्स बनाएंगे जो बेसिकली इस पेज को पॉइंट करेंगे, ठीक है, इस लिंक को पॉइंट करेंगे ताकि इस पर्टिकुलर पेज की जो अथॉरिटी है वो बड़ी हो सके, वो बिल्ट हो सके। और जब इस पेज की अथॉरिटी बिल्ट होगी तो यहां से लिंक जूस है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पास होगा और इस लिंक जूस के पास होने की वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी। यही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो यहां पर टियर 1, टियर 2, टियर 3 मैंने मेंशन किया हो, बट ऐसा नहीं कि केवल टियर 3 तक ही मेंशन किया जाता है। बहुत सारे लोग टियर 8, टियर 9, टियर 10 तक भी जो है वो बनाते हैं, बट ये स्ट्रैटेजी भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व करती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं आप इतनी आसानी से नहीं ये बैकलिंक्स बना पाएंगे। हर टियर के बैकलिंक्स बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बात करी कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, एक जैसे फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्ट यहां पर लिख दी, ठीक है, या लिखवा लिया गेस्ट ब्लॉग, और यहां से हम लोगों ने एक जो बैकलिंक है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ले लिया। अब क्योंकि ये पोस्ट जो अभी बनी हुई है, नया पेज बना हुआ है, इसकी कोई अपनी पेज अथॉरिटी नहीं है, कोई बहुत ही जबरदस्त पेज अथॉरिटी नहीं है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमने एक सेकंड लेवल ऑफ लिंक्स बनाए। हमने कुछ और यहां पर कंटेंट बनाया, ठीक है, दूसरी जगहों पर कुछ और कंटेंट बनाया और वहां से इस वाले पोस्ट को जो है वो लिंक दिया हमने, राइट, इस वाले पोस्ट को लिंक दिया इस एंटिसिपेशन में कि यहां से जो लिंक जूस है वो यहां फ्लो होगा और यहां से जो लिंक जूस है वो यहां फ्लो होगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी हमारी वेबसाइट ना इसको पॉइंट नहीं कर रही है वेबसाइट को, जैसे ये वाली वेबसाइट डायरेक्टली वेबसाइट को नहीं पॉइंट कर रही है, यहां पर जो टियर 2 में दूसरी वेबसाइट है ये भी नहीं पॉइंट कर रही है, टियर 2 में जो तीसरी वेबसाइट है वो भी नहीं पॉइंट कर रही है। तो यही पूरा होल पर्पस होता है, यही पूरी होल जो स्ट्रैटेजी इसके पीछे होती है, किस टाइप से हमको लिंक जूस को जो है वो पास कराना है। तो टियर 1 के जो हमारे बैकलिंक्स होते हैं वो बहुत ही हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स होने चाहिए, क्वालिटी बैकलिंक्स होनी चाहिए। उसके बाद जो टियर 2 के हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं वो थोड़े से मॉडरेट क्वालिटी के होते हैं, और जो टियर 3 के बैकलिंक्स बनाए जाते हैं, अब टियर 3 का बैकलिंक का क्या मतलब हो कि भाई इस वाला जो बैकलिंक है इसको भी लिंक जूस पास करने के लिए हमने एक और बैकलिंक कहीं बना दिया। और ये वाले जो बैकलिंक्स होते हैं जनरली बहुत सारे जो स्पैम टाइप के टूल्स आते हैं ना, या फिर बैकलिंक्स क्रिएट करने वाले बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनको यूज करके यानी कि ऑटोमेटेड बैकलिंक्स जो हैं वो यहां पर बनाए जाते हैं, ऑटोमेटेड बैकलिंक्स जो है वो फायर कर दिए जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे बैकलिंक्स बना दिए गए, इनका जो लिंक जूस है वो यहां जा रहा है और इसका जो लिंक जूस है वो वहां जा रहा है, और अल्टीमेटली इसकी अथॉरिटी बढ़ गई ना, पेज अथॉरिटी इसकी काफी बढ़ गई। तो अगर इसकी पेज अथॉरिटी बढ़ गई तो ये माना जाता है कि जब इसकी पेज अथॉरिटी बढ़ गई और यहां से आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है तो आपकी वेबसाइट को भी कुछ जो लिंक की वैल्यू है वो मिलेगी और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाए। तो यही पूरा आइडिया है टियर लिंक्स के पीछे। बट यहां पर आप देखो ना, यहां पर टूल्स यूज किए गए हैं, ऑटोमेटेड टूल्स यूज किए गए हैं, यहां पर जो है मॉडरेट क्वालिटी और लो क्वालिटी के बैकलिंक्स इस जगह पर बनाए गए हैं। और भी बहुत सारे लोग ना इस चीज से बचने के लिए कि गूगल इतनी जल्दी उनको पकड़ ना पाए, इस चीज से बचने के लिए वो और भी बहुत ज्यादा जो टियर्स हैं वो बनाते जाते हैं, और भी बहुत ज्यादा जो लेवल्स हैं वो बनाते जाते हैं और लिंक जूस को पास करने शुरू कर देते हैं। अब इस चीज को ना बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना लिया, ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, बात समझिएगा आप, ये मेरी वेबसाइट है, लेट्स से ये उमर की वेबसाइट है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से लिंक जूस पास कर करके ना यहां पर मैंने हमारा जो डीए है और जो हमारा पीए है उसको हमने काफी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद मैं फाइवर पे चला गया और मैंने कहा देखो भाई मेरी ये वेबसाइट है और इसका डीएपीए इतना ज्यादा है, अगर आपको मेरी ऐसी ही वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए तो ये रहा अमाउंट और इतने रुपीस अगर आप हमको दे देंगे तो फिर हम आपको ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट से बैकलिंक्स दे देंगे। बट ये सारी स्ट्रैटेजीज आप मान के चलो ना गूगल के अगेंस्ट है, और मैं वो कोई चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगा जो गूगल के
अगेंस्ट है। भाई मेहनत करके हम लोग अगर प्रॉपर गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पीआर रिलेटेड बैकलिंक्स बना सकते हैं तो बहुत है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग जिनको बहुत क्विकली रैंकिंग चाहिए होती है वो इस टाइप की जो टैक्टिक्स है उसको यूज करते हैं। बहुत सारे लोग यहां पर जैसे गेस्ट पोस्ट से बैकलिंक लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद बहुत सारे लोग यहां पर अपने पीबीएन से भी बैकलिंक्स ले लेते हैं। मैं ये टीयर 1 की बात कर रहा हूं कि टीयर 1 पे वो किस टाइप के जो बैकलिंक्स हैं वो बनाते हैं। जैसे ये गेस्ट पोस्ट हो गया, साथ ही साथ पीबीएन हो गया, और दूसरे जो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है वो बना दिया टीयर 1 के ऊपर, और उसके बाद दूसरे मॉडरेट क्वालिटी के बना दिए, और लो क्वालिटी में तो आप ये मान के चलो 90% लोग जो हैं वो स्पैम बैकलिंक्स को ही यूज करते हैं, और यहां पर भी लगभग 40% जो है वो स्पैम बैकलिंक्स ही यूज करते हैं। बट ये बैकलिंक्स डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट है उसको पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं, बस इसी वजह से उनको लगता है कि वो थोड़ा सा बच गए। बट नाउ गूगल इज कैपेबल ऑफ ट्रेसिंग बैक थिंग्स, उसको समझ में आ जाता है कि जो सोर्स है वो क्या है और ये किस टाइप की जो वेबसाइट्स है वहां से आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। तो अगर हमने कहीं से गेस्ट पोस्ट लिखवाई, उसके बाद उनकी गेस्ट पोस्ट को बूस्ट करते हैं, उसका पीए बढ़ाते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। बस यही थ्योरी है टियर लिंक बिल्डिंग की, कुछ यूनिक नहीं है इसके अंदर। किस चीज को बेस मान के आप समझ रहे हो ना कि टीयर्स बनाए जाते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करी जाती है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ये ठीक चीज नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको परचेज वगैरह तो बैकलिंक्स कहीं से करने ही नहीं है। फाइवर वगैरह पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये दिखा देंगे कि देखो भैया मेरे वेबसाइट की डीएपीए कितनी हाई है। तो डीएपीए मैनिपुलेट करी जा सकती है, देखो इस तरीके से मैनिपुलेट करी जा सकती है। भाई इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे टीयर्स बनाकर हम अगर बैकलिंक्स दें तो इस वेबसाइट का जो पेज अथॉरिटी है वो बड़ी क्विकली जंप तो हो ही जाएगी, क्योंकि पेज अथॉरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो गूगल देता है। पेज अथॉरिटी तो मॉज नाम का एक टूल दे रहा है, और मॉज नाम का टूल किस बेसिस पे पेज अथॉरिटी दे रहा है उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि भाई अगर ये चीज अच्छी होगी, ये चीज ऐसी होगी तो आपकी जो पेज अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसी में से एक बैकलिंक्स है, तो वो जब बैकलिंक्स बहुत सारे हो जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ टाइम में जो है पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है। अब पेज अथॉरिटी इंक्रीज हो गई तो मैं गया दूसरे लोगों के पास, देखो भाई मेरी वेबसाइट है, इसकी पेज अथॉरिटी इतनी है, इसका जो डोमेन अथॉरिटी वो इतनी, अगर आपको बैकलिंक चाहिए तो इतने पैसे दे दो। तो ये सारा खेल जो है वो चल रहा है। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टियर लिंक बिल्डिंग है ये एक ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है। आप नॉर्मल कंटेंट बनाइए, आप पीआर लिंक्स बनाइए, आप गेस्ट पोस्टिंग करिए, गेस्ट ब्लॉगिंग करिए, वहां से जो है आप ईमेल आउटरीच करके दूसरे ब्लॉग्स के ऊपर जो है अपना कंटेंट लिखवा के वहां से बैकलिंक्स लेने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते इस टाइप की जो टेक्निक्स है उनको यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक करने के पीछे पढ़ने के। बट बहुत सारे लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे एफिलिएट ब्लॉग्स होते हैं, उनका अगर ब्लॉग बंद हो जाएगा तो वो दूसरा ब्लॉग खोल लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। बट अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप हमेशा गूगल के रडार पे हैं, कभी भी आपकी वेबसाइट जो है वो पेनलाइज हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें रिकमेंड नहीं करता। बट पता होना चाहिए हमें कि ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है, जिसको हम लोग ब्लैक हेड एसईओ बोलते हैं, वो है क्या आखिर। दोस्तों आशा करता हूं ये क्विक वीडियो आपको समझ में आया होगा। यानी कि प्रेस रिलीज करके किस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। गाइस एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं, प्रेस रिलीज टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रैटेजी हर टाइप की वेबसाइट और हर टाइप के बिजनेस के लिए नहीं है। जब आपका बिजनेस थोड़ा फ्लरिश हो जाता है और कुछ पैसे आप खर्च कर सकते हैं, तब आपको पीआर स्ट्रैटेजीज की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे एसईओ से जब आप बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस टाइप की बैकलिंक स्ट्रैटेजीज को वो यूज करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे एसईओज आपको बताएंगे कि हम पीआर स्ट्रैटेजी को बहुत कम यूज करते हैं, मतलब बहुत कम यूज होने वाली बैकलिंक स्ट्रैटेजीज में से पीआर स्ट्रैटेजी है। इसके दो रीजन है। एक तो ये कि ये एक टाइप से पेड स्ट्रैटेजी ही है, सबसे पहला रीजन ये। और प्रेस रिलीज करने के लिए जिस टाइप के कंटेंट की हमें जरूरत पड़ती है वो कंटेंट जनरली लोगों के पास नहीं होता, इसलिए वो उस चीज को कर ही नहीं पाते। तो दो बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये जो बैकलिंक क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी है ये सभी टाइप की वेबसाइट्स और सभी टाइप के बिजनेसेस के लिए नहीं है। अब समझते हैं कि प्रेस रिलीज का मतलब क्या है। तो आप लोग इस चीज को देखते होंगे कि कभी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको जोमैटो की न्यूज दिख रही है, आपको अनअकैडमी की न्यूज दिख रही है, और भी बहुत सारे बिजनेसेस की आपको न्यूज दिखती है। फाइन, तो उन बिजनेसेस के कोई इवेंट्स होते हैं तब वो न्यूज वहां पर दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, जिस बिजनेस के लिए काम करो, हमेशा उस बिजनेस की कोई
ऐसी न्यूज हो या उस बिजनेस के कुछ ऐसे इवेंट्स हो जिनको कि प्रेस रिलीज के हेल्प से जो है वो पब्लिश कराया जा सके न्यूज़पेपर्स में या ई न्यूज़पेपर्स में। तो चैलेंज यहां पर भी आता है क्योंकि वो इवेंट्स होते ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप प्रेस रिलीज किस तरीके से करोगे। और अगर कुछ इवेंट्स होते भी हैं तो फिर वहां पर बजट जो है वो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, क्योंकि जब आप प्रेस रिलीज करने जाओगे तो वो जो प्रेस के लिए आप जो कंटेंट बनाओगे प्रेस रिलीज करने के लिए, उसको बनाना, उसको प्रॉपर तरीके से ऑडिट करवाना, उसको एडिटोरियल टीम से पास कराना और उसके बाद उसको प्रेस रिलीज वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना और उसके बाद कुछ एफर्ट्स लगाकर उसको दूसरे चैनल्स तक या दूसरे जो हमारे न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट्स हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको भी हो सकता है कुछ अमाउंट की ज़रूरत हो तो उनको भी अमाउंट देना। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बेसिकली कंपनीज तब करती हैं जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाती हैं, और जब वो प्रेस रिलीज करती हैं तो उनको बेसिकली दो तरीकों से फायदा होता है। एक तो ये कि उनकी ब्रांडिंग होती है, जैसे अगर मेरी कोई कंपनी है और उसकी प्रेस रिलीज हो रही है तो उसका नाम जो है वो न्यूज़पेपर में जा रहा है, लोगों के सामने जा रहा है, तो मेरी एक ब्रांडिंग हो रही है। सेकंड चीज कि मुझे उस प्रेस रिलीज से बैकलिंक भी मिलता है, फाइन, तो वो बैकलिंक भी हमारी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रेस रिलीज एक ऐसी बैकलिंक बनाने की स्ट्रैटेजी है जिसको आप हर टाइप के बिजनेसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, एक बार हम लोग इस चीज को भी देख लेते हैं। It's a way of publishing news insights related to your organization, industry to press, and how it can be done. 3 मेथड्स हैं। फ्री वेबसाइट्स के थ्रू भी आप प्रेस रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल बैकलिंक्स बनाते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे, अगर मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फ्री पीआर वेबसाइट्स, राइट, फ्री पीआर वेबसाइट्स, तो आप देखोगे बहुत सारी आपको वेबसाइट्स जो है वो फ्री पीआर जहां पर आप सबमिट कर सकते हैं, प्रेस रिलीज दे सकते हैं, वो मिल जाएंगे। बट उन वेबसाइट्स की अगर आप देखेंगे तो अथॉरिटी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी, और जिस भी वेबसाइट की अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ डीए पीए आपको थोड़ी सी भी अच्छी दिखेगी, आप देखोगे कि वो वेबसाइट आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो चार्ज करेगी। फाइन, तो ये हो गया हमारी फ्री वाली बात। अगर मैं वापस आऊं तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पेड वेबसाइट्स हैं। अब वही पेड वेबसाइट्स आपकी प्रेस रिलीज को सबमिट करती हैं और वही दूसरी जगहों पर भी आपकी जो प्रेस रिलीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब दूसरे न्यूज चैनल्स के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है हमारी एजेंसीज का तरीका। बहुत सारी मार्केट में पीआर एजेंसीज हैं, आप उनके पास जाएंगे, उनके पास प्रॉपर पैकेजेस होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं इस चीज को। प्रॉपर पैकेजेस होते हैं उनके पास कि भाई देखो ये आपकी जो प्रेस रिलीज है ना, ये 5 न्यूज़पेपर्स में जाएगी या 5 ई पेपर्स में, डिजिटल न्यूज़पेपर्स में ये आपकी जो प्रेस रिलीज है ये जाएगी। तो इस टाइप से उनके पास पैकेजेस होते हैं कि आप 6 महीने का पैकेज लेना चाहते हैं तो इस महीने हम 2 प्रेस रिलीज करेंगे, इस महीने 1 प्रेस रिलीज करेंगे, इस महीने 3 प्रेस रिलीज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपके जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में रोज के रोज तो इवेंट्स होते नहीं है, इट्स अ कॉस्टली लिंक बिल्डिंग टेक्निक। तो कहने का एक मतलब ये है कि प्राइमरी जो प्रेस रिलीज है वो लोगों को अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी वेबसाइट, अपनी ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एज वेल एज ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से यूज होती है। बट क्योंकि उस आर्टिकल के साथ हम लोग लिंक्स भी लगा सकते हैं, इसलिए हमें वहां से एक बैकलिंक्स भी मिल जाता है। उसके अलावा वो बहुत सारी आपको फ्री वाली वेबसाइट मिलती है, अगर उन पे बनाएंगे भी आप तो आपको कोई बहुत ज्यादा खास फायदा होगा नहीं उससे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर वापस आ जाता हूं एंड अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, जैसे मैं गूगल पे जाकर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रेस रिलीज ये मैं टाइप करता हूं, फाइन, और मैं यहां पर अगर न्यूज़ पे आ जाऊं और न्यूज़ पे आने के बाद मैं कुछ लिंक, जैसे यही वाला पहला ही जो लिंक है एक जर्नल है उसको मैं ओपन करता हूं, तो आप देखोगे ये एक टाइप से पीआर है। और यहां पर देखो यूआरएल से आप समझ गए होगे digitaljournal.com/pr एंड दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पीआर, ठीक है। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया वो आप देख रहे हो, और यहां जरूर आपको कहीं ना कहीं एक बैकलिंक दिखेगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हो बैकलिंक, और अगर आप लेफ्ट में देख रहे हो तो बैकलिंक किस वेबसाइट को पॉइंट करा है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। तो इस टाइप से पीआरस करे जाते हैं, आर्टिकल्स की तरीके से ही होते हैं, बिल्कुल इस टाइप से पीआरस करे जाते हैं और फिर इनसे आप बैकलिंक्स ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर गूगल के ऊपर जाऊं यहां पर, और जाने के बाद मैं यहां पर पीआर या प्रेस रिलीज एजेंसीज इन इंडिया, मैं सिंपल से यही चीज टाइप करता हूं, तो यहां पर आप देखो बहुत सारी आपको यहां पर वेबसाइट्स दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन कर ली और ये भी वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूं एक बार, बहुत सारी यहां पर वेबसाइट्स आपको दिख रही है। एक और ये वेबसाइट्स जो ऑर्गेनिक में आ रही है ये भी मैं ओपन कर लेता हूं, और यहां पर अगर हम लोग चले तो आप देखो इनके प्रॉपर पैकेजेस हैं। इंडिया पीआर डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया फर्स्ट कंप्रहेंसिव पीआर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, और प्रॉपर इन्होंने इनको आपको जो आपकी प्रेस रिलीज है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा एंड देन ये उसको ऑडिट करेंगे एंड यू कैन बाय देयर
पैकेज ऑल्सो, और ये आपको गाइडलाइंस भी देंगे, प्रॉपर पैकेज है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 प्रेस रिलीज आप कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कर सकते हो, और अमाउंट आपको दिया हुआ है। तो इनिशियली बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के लिए फीजिबल नहीं होता है कि वो इस टाइप के जो पैकेजेस हैं उनको बाई कर सकें। कितनी बड़ी आपको प्रेस रिलीज रखनी है और सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फाइन, किस तरीके की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप प्रेस रिलीज कर सकते हैं, लगभग सभी इंडस्ट्रीज कवर हो जाती हैं, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन इनसे चाहिए होगी तो यू कैन गो अहेड एंड कॉन्टेक्ट ओवर हियर, राइट। तो दिस इज बेसिकली योर पीआर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पीआर को एज बैकलिंक स्ट्रेटजी यूज तो करते हैं, क्योंकि जब हमारा पीआर जाता है तो बैकलिंक्स लगा लेंगे बीच में, बट एक्चुअली पीआर ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूज होता है। तो कहीं अगर आप पीआर बैकलिंक टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी सुने और आपको लगे चलो मैं अपनी भी वेबसाइट के लिए बनाता हूं, जरूरी नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए भी वो चीज लागू हो। साथ ही साथ जब आप प्रेस रिलीज करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जिस भी पीआर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आप फॉलो करेंगे या जिसके थ्रू भी आप सर्विस लेंगे, वो आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे कि आपका टाइटल किस तरीके से होना चाहिए, अपनी ब्रांड को कंटेंट में कितनी बार मेंशन कर सकते हैं, कितने बैकलिंक्स आप दे सकते हैं। तो ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये वो आपको पीआर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एजेंसी जो है वो दे देगी। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री पीआर वेबसाइट्स अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे, यू विल सी बहुत सारी आपको वेबसाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे नॉर्मल जब हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं तो वेबसाइट्स ढूंढते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक फ्री पीआर न्यूज़ यूके की है एक वेबसाइट, ठीक है। प्रेस रिलीज ऑनलाइन भी एक फ्री बोल रहे हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपना जो फ्री पीआर रिलीज है उसको आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पीआर बैकलिंक्स किस तरीके से काम करते हैं, कब इनकी ज़रूरत होती है। लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को समझने वाले गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लिंक रिक्लेमेशन की। गाइस जब कभी भी हम लोग अपने बैकलिंक्स बनाते हैं ना, तो हमारा ज्यादातर फोकस इस चीज के ऊपर रहता है कि हम नए नए बैकलिंक्स जो है ना वो जल्दी जल्दी बनाते रहें। कभी भी हम लोग अपनी बैकलिंक्स प्रोफाइल की ठीक तरीके से स्टडी नहीं करते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम नए बैकलिंक्स तो बनाते ही जा रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो हमारे पुराने बैकलिंक्स बनते हैं ना वो भी हमारे लूज होते हैं, उन बैकलिंक्स को भी हम लॉस्ट करते जाते हैं। तो किन तरीकों से हम जो हमारे पुराने बैकलिंक्स हैं जो हमने खो दिए उनको हम वापस क्लेम कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, बस इसी को हम लोग बोलते हैं रिक्लेमेशन। अब इसके लिए आपको क्या समझना होगा, सबसे पहले आपको अपनी बैकलिंक्स प्रोफाइल ठीक तरीके से देखनी आनी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिक्स को ध्यान में रख के आप किस टाइप से जो है अपने 404 पेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उन 404 पेजेस के ऊपर कौन से जो लिंक्स है वो पॉइंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें मतलब बेसिक्स जो है कि बैकलिंक्स प्रोफाइल को किस तरीके से स्टडी किया जाता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप लिंक रिक्लेमेशन को सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और जो रीजंस हैं लिंक लूज होने के उनकी भी हमने बात करी यहां पर। तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ है बिल्डिंग न्यू लिंक इज ऑलवेज टफर देन रिटेनिंग ओल्ड लिंक्स। जो पुराने लिंक्स है ना जो आपने पहले ही बना रखे हैं, अगर आप उनको ही नहीं रिटेन कर पा रहे हैं तो नया लिंक्स आप बनाएंगे और जो पुराने लिंक्स है वो आपके जा रहे हैं, तो जो लिंक जूस वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका हैम्पर हो रहा है, राइट। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नॉट टू लूज एनी लिंक जूस ऑन अवर वेबसाइट करेंटली है। जैसे ये हमारे वेबसाइट का एक पेज है, ठीक है, और यहां पर एक कोई एक्सटर्नल पेज है जहां से हमें बैकलिंक मिला हुआ था, ठीक है। अब अगर ये वाला जो हमारा पेज है ये 404 हो जाता है तो हमारे डोमेन के ऊपर जो लिंक जूस पास हो रहा था ना वो तो अब लूज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लिंक है अगर ये ब्रोकन लिंक हो गया तो ये वाला लिंक हमने लूज कर दिया। अगर लिंक लूज कर दिया तो उसके साथ साथ जो लिंक जूस हमारे डोमेन को पास हो रहा था, हमारे पेज को पास हो रहा था, वो भी हम लूज कर देते हैं। तो एक तरफ तो हम लोग नए बैकलिंक्स बनाते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, और जो पुराने बैकलिंक्स हैं उनको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर जो लिंक रिक्लेमेशन की बेसिक डेफिनेशन है वो आप समझ लो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ब्रोकन और रिमूव्ड लिंक्स टू योर साइट एंड फिक्सिंग एंड रिप्लेसिंग देम विद अपडेटेड यूआरएल्स। अब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे द ऑथर रिमूव्स योर लिंक फ्रॉम द लिंकिंग पेज। जैसे ये आपका पेज था जिसका लिंक यहां पर किसी दूसरे एक्सटर्नल पेज के ऊपर प्रेजेंट था, अब यहां पर आपने लिंक लगाया, अब ऑथर ने ही इस लिंक को रिमूव कर दिया यहां से या इस पेज को डिलीट कर दिया, तो आपका जो लिंक है वो लूज हो गया। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि जो आप ही का पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपका ये वाला पेज था जिसका आपने लिंक कहीं पर दूसरे पेज के ऊपर बनाया था, अगर यही पेज 404 हो गया और यही एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी जो है आप लिंक जो है वो लूज कर देंगे। तो ये सारे रीजंस हैं जो बेसिकली लिंक लॉस के कॉज बनते हैं।
थर्ड जो है द लिंक पेज गेट्स 301 रिडायरेक्टेड, जो लिंकिंग पेज है, ठीक है, जिसको आपने लिंक किया हुआ है, इसका बैकलिंक आपने बनाया, तो अगर इसका 301 रिडायरेक्शन होता है तो भी जो इसकी लिंक जूस की जो वैल्यू है वो दूसरी जगह पास हो जाएगी। तो इस पेज को लिंक करने का फिर क्या फायदा था? आप बात समझिए। देखिए ये वाला पेज है हमारा, जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, यहां पर ये हमारा एक पेज था और इस पेज का लिंक मैंने यहां पर दे रखा था, दिस वाज पेज 2। ये कोई दूसरा पेज है दूसरी वेबसाइट का, बड़ी मेहनत से हमने बैकलिंक बनाया और यहां पर हमारा एक लिंक था, ठीक है, और लिंक जूस इस पेज के ऊपर आता। अब इस पेज को अगर हम 301 में रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर जो लिंक जूस आ रहा था वो तो यहां चला गया ना। आपको पता है 301 रिडायरेक्शन परमानेंट रिडायरेक्शन होता है। परमानेंट रिडायरेक्शन के केस में जो लिंक की वैल्यूज हैं वो भी ट्रांसफर हो जाती है, वो यहां पर चली जाएगी। तो इस पेज के जो लिंक जूस जो मिल रहा था वो तो चला गया ना एक तरीके से, फाइन। इसी तरीके से फोर्थ इज लिंकिंग पेज इज नो लॉन्गर इंडेक्स्ड इन गूगल। ये सिचुएशन वैसे आती नहीं है, बट हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो लिंकिंग पेज है अगर ये गूगल में इंडेक्स ही नहीं हुआ, गूगल को आपके लिंक के बारे में पता ही नहीं चला, तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके जो लिंक्स हैं वो लूज हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैंने एक रैंडम से यहां पर बैकलिंक प्रोफाइल जो है वो ओपन कर रखी है उबर सजेस्ट के अंदर, तो आप देख सकते हो यहां पर जो नए लिंक्स हम बनाते जा रहे हैं, मतलब 350 नए लिंक्स बने और 290 लिंक्स को हमने लूज कर दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं पर भी ना रेशियो कम नहीं है। यहां हमने 386 नए लिंक्स बनाए 24 जून को और 232 लूज कर दिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग 466 नए लिंक्स बने और 342 जो है ना रेफरल डोमेन से जो लिंक्स हमें मिल रहे थे वो हमने लूज कर दिए। तो एक तरीके से जो हमारी वेबसाइट को या हमारे पेजेस को जो लिंक जूस मिल रहा है उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पुराने लिंक्स को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, किस टाइप के स्टेप्स हमें लेने चाहिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारे जो इंटरनल ब्रोकन लिंक्स हैं उनको सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। अब इंटरनल ब्रोकन लिंक्स की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो इंटरनल जो लिंक्स होते हैं आपके वो आपकी वेबसाइट के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। तो सबसे पहले हमें ऐसी चीजों को फिक्स करना है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये आपका एक इंटरनल पेज था, मैं आईपी लिख रहा हूं, और ये आपके एक दूसरे कुछ पेजेस थे आप ही की वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पेजेस हम मान लेते हैं। ये एक ब्लॉग पेज 1 था, ये एक ब्लॉग पेज 2 था, ये एक ब्लॉग पेज जो आप समझ रहे हैं ब्लॉग पेज 3 था। हमने एक दूसरे पेज को इससे लिंक्स जो है वो प्रोवाइड किए, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाला हमने डिलीट कर दिया, 404 कर दिया, ठीक है। अगर ये डिलीट हो गया तो फिर ये जो लिंक्स इसको पॉइंट कर रहे थे ये एक तरीके से ब्रोकन लिंक हो गए। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी टूल जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो आपका SEMrush हो, चाहे Ahrefs हो, चाहे वो डीप क्रॉल आप यूज कर रहे हो, स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज कर रहे हैं, कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको 404 पेजेस आपको फाइंड करने, और उसके बाद आपको ये फिल्टर आउट करना है कि इन पेजेस के ऊपर कौन से जो लिंक्स हैं वो पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। तो उन फिर लिंक्स को आपको, जो ब्रोकन लिंक्स हैं उनको आपको फिक्स करना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसी तरीके से आपको जो आपके एक्सटर्नल लिंक्स, मतलब आपको अपनी वेबसाइट के 404 पेजेस ही देखने हैं, बट उन पेजेस के ऊपर जो अब एक्सटर्नल लिंक्स पॉइंट कर रहे थे उनको आपको फिक्स करना है। थर्ड, आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे लेट्स से कि अगर मेरी ब्रांड है उमर तस्कीर, तो बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट के ऊपर उमर तस्कीर ब्रांड को मेंशन किया गया, बट मेंशन करने के साथ साथ ना वहां पर जो लिंक है वो नहीं डाला। जैसे किसी ने अपने एक आर्टिकल में उमर तस्कीर नेम लिख दिया, बट अगर मेरी वेबसाइट है तो वो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी दे सकता था, बट उसने वो लिंक दिया नहीं। तो हम बहुत सारे जो हमारे ORM के टूल्स होते हैं, चाहे वो गूगल अलर्ट्स की हम बात करें और भी बहुत सारे पेड ORM के टूल्स आते हैं, जिनको आप यूज करके आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आपकी ब्रांड को कहां कहां पर मेंशन किया जा रहा है, आपकी ब्रांड को कहां कहां पर मेंशन किया जा रहा है। फिर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो भाई आपने हमारी ब्रांड को यहां पर मेंशन किया था और यहां पर अपॉर्चुनिटी है कि आप हमको बैकलिंक्स दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बैकलिंक्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो बन जाती है। तो नए लिंक्स बनाते जाना है, बट साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पुराने लिंक्स हैं जिनको हमने लूज किया है, हम देखें कि हम उनको 100% लूज ना करें। अगर उन्हें वापस रिक्लेम करने का अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है। रिक्लेमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गाइस, क्योंकि नाम थोड़ा सा नया आपको लग रहा होगा, लिंक राउंडअप्स, वैसे बहुत सारी बैकलिंक्स क्रिएट करने की स्ट्रेटजीज हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये नाम नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि लिंक राउंडअप्स बैकलिंक्स एक्चुअली किस तरीके से दिखते हैं। तो यहां पर मैंने सर्च करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर हम लोग आते हैं एक पेज के ऊपर, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक स्पेसिफिक निश
या एक स्पेसिफिक कैटेगरीज के बैकलिंक्स को एक साथ क्यूरेट करके जो है वो यहां पर दिखाया गया है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर जो बेसिकली अपने वीकली लिंक राउंड अप्स करती हैं या मंथली लिंक राउंड अप्स करती हैं। बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो डेली लिंक राउंड अप्स करती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर ये एक वेबसाइट है जिसने वीकली लिंक राउंड अप का ये एक पेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है। जैसे ऊपर अगर आप यूआरएल देखो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, वीकली लिंक राउंडअप्स नंबर 16 और लेटेस्ट वेब डिजाइन एंड मार्केटिंग से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो इन्होंने एक साथ क्यूरेट किए हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट निशेस के ऊपर काम करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर काम करती हैं, और उस कैटेगरी और उस निश से रिलेटेड जो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, उनको वो अपने ये जो वीकली लिंक राउंड अप होता है उसमें क्यूरेट करते हैं, मतलब लेकर आते हैं एक साथ, ताकि कोई भी अगर इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो उसे एक जगह पर ही एक टाइप के जो लिंक्स हैं वो दिख जाए। तो ये जो चीज है ये लिंक राउंडअप्स कहलाती है। तो हम लोग भी यहां पर, जैसे आप देख रहे हो यहां पर 5 टैक्टिक्स टू अपीयर, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, और अगर मैं इस पे होवर करता हूं तो आप देखो नीचे क्विक स्प्राउट का आपको लिंक दिख रहा होगा। उसी तरीके से मैं नीचे आता हूं, एंटरप्रेन्योर का आपको लिंक दिख रहा है, उसी तरीके से और नीचे आता हूं, बिजनेस टू कम्युनिटी का लिंक आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपना लिंक्स इस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि आखिर इन लिंक्स में कोई दम है या नहीं है। देखो, लिंक राउंडअप्स एक ऐसी लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी है जो 2018-19 के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। एक्चुअली एक और चीज है, अगर आप बैकलिंक्स की पॉपुलैरिटी की बात करेंगे ना, ओवरऑल बैकलिंक्स की पॉपुलैरिटी की, तो अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा 2012, 13, 14 इन टाइम के अराउंड ना बैकलिंक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा सर्च किया जाता था कि बैकलिंक्स किस तरीके से बनाए, मतलब बैकलिंक्स एक बहुत ही ज्यादा सर्च होने वाला टर्म था इंटरनेट के ऊपर। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे लोगों को समझ में आया कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स अपडेट्स आ चुकी हैं गूगल के अंदर, अब उतना आसान नहीं रहा कि आप कोई भी बैकलिंक बनाएंगे, क्वालिटी बैकलिंक नहीं बनाएंगे और आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाएगी। तो लोगों ने थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ की तरफ ध्यान देना कम किया, और जो बाकी के फैक्टर्स थे, जैसे गूगल ने अपने एल्गोरिदम को अपडेट किया और बाकी की चीज़ों को भी प्रायोरिटी देना शुरू किया, बेहतर कंटेंट, ठीक है, ईट का कॉन्सेप्ट हो गया, और ऐसे बहुत सारी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो प्रायोरिटी में और आगे निकल गए। तो इस केस में हुआ ये कि लोगों ने उन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। और इसका मैं अगर आपको प्रूफ दिखाऊं तो यहां पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही मैंने सर्च किया हुआ था। अगर आप देखें तो मैंने सर्च किया हुआ था यहां पर हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स, और अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान से तो आप देखेंगे 2012 से 14-15 के आसपास जो सर्चेज हैं इंटरनेट के ऊपर वो काफी हाई रही। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम होता गया। अगर मैं यहां पर चेंज करके भी दिखाऊं आपको, जैसे मैं सिंपली यहां बैकलिंक्स मेंशन करता हूं, तो भी आप देखोगे यहां पर, देखो आप ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे लिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो ये अगर आप देखो 2010 से लेकर 2013 के बीच में ये जो है ना, और यहाँ पर पीक में था, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हुआ। बट ऐसा नहीं है कि बैकलिंक्स की वैल्यू कम हुई है, जो अच्छे बैकलिंक्स नहीं थे उनकी वैल्यू कम हुई। अगर आप अच्छे बैकलिंक्स लेते हैं, अच्छे सोर्स से बैकलिंक्स लेते हैं, रिलेवेंट बैकलिंक्स है, तो वो एनी डे है ना वो यूजफुल है आपके लिए। तो गाइज हमें ये बात समझ में आ गई कि अच्छा लिंक राउंडअप ये चीज होती है। अब अगर हमें हमारी वेबसाइट के लिए लिंक राउंडअप करना है तो हमें क्या करना होगा, देखो इसके लिए पहले तो आपको वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ेंगी। जैसे ये एक वेबसाइट है, और फिर इस वेबसाइट को अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई हम आपके वीकली जो लिंक राउंडअप है उसके अंदर हम अपना लिंक जो है वो मेंशन करना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी एक प्रोसेस है जिसको आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप गूगल के जो सर्च ऑपरेटर्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस मैंने क्विकली ना यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिंक राउंडअप जो है वो टाइप कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे इन पेजेस के ऊपर आपको बहुत सारे लिंक्स दिखेंगे। जैसे डिजिटल अटेंशन स्पैन है, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे लिंक्स आपको दिख रहा है। तो अगर आपको ये वेबसाइट रिलेवेंट लगती है, इसकी निश रिलेवेंट लगती है, और आपको लगता है कि आपका कंटेंट अगर इस वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो वो बेनिफिशियल होगा, बट इन सब चीजों के लिए एक चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी जो वेबसाइट है वो जेन्युइन हो, वो प्रॉपर हो, वो ऑथेंटिक हो, उसके ऊपर जो आपने कंटेंट मेंशन किया है वो ऑथेंटिक हो। तो उस चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर इस वेबसाइट का भी डीए वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा यहां से, क्योंकि आपको बैकलिंक मिलने वाला है। अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो 2019 के आसपास ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बट अभी उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट स्टिल आप बैकलिंक वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैकलिंक प्रोफाइल की डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला जो है एक पेज ओपन किया, आप देख रहे हो यहाँ पर भी लिंक राउंडअप्स हैं।
यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अगर, तो आप देखोगे यहाँ पर भी आपको लिंक राउंडअप्स देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा और मैं आपको एक टेम्पलेट भी दिखाऊँ, बहुत ही बेसिक सी टेम्पलेट है। सीरियल नंबर और आप वेबसाइट मेंशन करते हैं, वेबसाइट का क्या कॉन्टैक्ट है, वेबसाइट का क्या ईमेल कॉन्टैक्ट है, वेबसाइट का डीए क्या है, और अपने रिमार्क्स। तो इस टाइप से आप एक शीट टाइप की बना सकते हैं। जिन भी वेबसाइट्स को आप ढूंढ रहे हैं लिंक राउंडअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी आप एक शीट बना लें। उसके बाद उनको आपको आउटरीच करना पड़ेगा। तो आउटरीच के लिए अगर आप किसी टूल को यूज करना चाहते हैं, आउटरीच के बहुत सारे जो मार्केट में टूल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो अगर आप प्रेफर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लिस्ट छोटी है तो आप मैनुअली भी उसको जो है ईमेल्स भेज सकते हैं। बट इस चीज का ध्यान रखें आप कि जो आप ईमेल्स क्राफ्ट कर रहे हैं वो सही हो, जेन्युइन हो, प्रॉपर हो, वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कभी और हम लोग आउटरीच ईमेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको क्राफ्ट करना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिल सके, उन सब चीज़ों के ऊपर हम कभी नेक्स्ट वीडियो में है बहुत डिटेल में जो है बात करेंगे। अभी जो हमें समझना था वो लिंक राउंडअप्स क्या होते हैं। हैरो बैकलिंक स्ट्रैटेजी, सीधा सा मतलब है हेल्प आ रिपोर्टर आउट। अगर मैं हैरो के फुल फॉर्म की बात करूं तो ये बैकलिंक स्ट्रैटेजी क्या है और कहां से हमको हैरो स्ट्रैटेजी को यूज करके बैकलिंक्स मिलते हैं। गाइस, बहुत सारे लोग हमेशा ये पूछते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो बड़े मीडिया पब्लिकेशंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनसे हम लोग बैकलिंक्स ले सकते हैं। क्या ये पॉसिबल भी है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और आप ये कर सकते हैं यूजिंग हैरो स्ट्रैटेजी। तो समझेंगे हम लोग सबसे पहले यही चीज कि हैरो बैकलिंक्स बनाने का जो एक इकोसिस्टम है वो क्या है, कितनी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और फिर कैसे ये बैकलिंक्स बनते हैं। तो गाइस, जैसे अगर हमें हमारी वेबसाइट का जो बैकलिंक है वो बनाना है तो एक वेबसाइट ओनर तो होगा ही होगा। वो हम खुद को मान लेते हैं कि हम वेबसाइट ओनर हैं जिस वेबसाइट के लिए हम लोग बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के ऊपर जो है वो हमारा कंटेंट जाए और वहां से मुझे बैकलिंक मिले। ठीक है, तो पहला जो यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो गया वो वेबसाइट ओनर का हो गया, और इसका नाम मैं यहां पर सोर्स लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी ये सोर्स टर्म से बहुत जगह जो है आप देखोगे आपको दिखाई देगा, तो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूं यहां पर सोर्स। ठीक है, तो वेबसाइट ओनर जो कि अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाना चाहता है वो एक सोर्स हो गया। उसके बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया पब्लिकेशंस है। ठीक है, अब इन लोगों को कंटेंट चाहिए होता है तो इनके पास क्या होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। बट जर्नलिस्ट के पास भी बहुत सारी डेडलाइंस होती है कि बहुत जल्दी ना इतने टाइम के अंदर इनको ये कंटेंट लिखना है, इतने टाइम के अंदर इनको ये आर्टिकल देना है। तो ऐसे केसेस में जर्नलिस्ट भी बाहर निकल के आते हैं और दूसरे लोगों को अप्रोच करते हैं, मतलब इस वेबसाइट ओनर को अप्रोच करेंगे, क्या आप हमारे लिए जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं? अगर आप कंटेंट लिख देंगे तो हम आपको एक जो बैकलिंक है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब बात समझना, यहां पर तीन चीजें हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जर्नलिस्ट है और यहां पर सोर्स है। जो जिस वेबसाइट ओनर को चाहिए बैकलिंक्स वो सोर्स वाला बंदा है, तो वो जर्नलिस्ट की हेल्प करेगा। इसीलिए इसका नाम हेल्प आ रिपोर्टर आउट है। वो इस रिपोर्टर, जर्नलिस्ट बोल लीजिए आप, रिपोर्टर बोल लीजिए, वो इस रिपोर्टर की हेल्प करेगा कंटेंट को क्रिएट करने में, ताकि वो अपनी डेडलाइंस को मीट कर पाए और इस मीडिया हाउस में या मीडिया पब्लिकेशन में आपका आर्टिकल या जो कंटेंट है वो यहां पर पब्लिश हो जाए और वहां से आपको बैकलिंक मिल जाए। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब समस्या ये है कि ये तीनों मिलेंगे कहां पर, ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है जहां पर तीनों मिलेंगे, है ना? तो गाइस, हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप देखो यहां पर तो helperreporter.com या हैरो, अगर आप गूगल पे जाकर हैरो टाइप भी करेंगे, जैसे मैं सिंपली यहां गूगल पे आ जाता हूं और मैं हैरो टाइप करता हूं यहां पर, तो आप देखो यही वाली वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं और ये वो वेबसाइट है जो बेसिकली यहां पर आप समझो कि एक तरीके का ब्रिज बनाती है जर्नलिस्ट और सोर्स के बीच में। तो जर्नलिस्ट अपनी रिक्वायरमेंट यहां पोस्ट करते हैं और एज अ सोर्स आपको वो रिक्वायरमेंट मिलती है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट में को फुलफिल कर देते हैं, मतलब कंटेंट उनको दे देते हैं, तो फिर आपको वहां से एक बैकलिंक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वेबसाइट पेड वेबसाइट भी है एक तरीके से, बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हैं, प्लान्स हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे, बट आपका काम फ्री वाले से हो जाएगा एक बार के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग खुद ही मुझे बताइए, कमेंट में करके मेरे को बता दीजिएगा आप कि आपको इस वेबसाइट पे जर्नलिस्ट की तरीके से साइन अप करना है या सोर्स की तरीके से। तो हम लोग किसकी तरीके से करेंगे, सोर्स की तरीके से हम लोग साइन अप करेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि हम वेबसाइट ओनर, तो हम सोर्स की तरीके से यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। नॉर्मली आप जब साइन अप के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो जैसे नॉर्मली आप बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं उसी तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी, कंट्री, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डाल के आप यहाँ पर साइन अप कर देंगे। तो आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड जो है
वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एज अ सोर्स यहां पर साइन अप कर देंगे। अब क्या होगा, देखो रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करने वाला बंदा कौन है, जर्नलिस्ट है। तो जब आप अपना सब्सक्रिप्शन यहां पर डाल देते हैं और अपना ईमेल वगैरह डाल देते हैं, तो आपके पास उन जर्नलिस्ट की तरफ से ईमेल्स आते हैं, ठीक है, उन जर्नलिस्ट की तरफ से आपको ईमेल्स आएंगे और डेली 3 ईमेल्स आएंगे। अब उस ईमेल में क्या होगा, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, वो मैं आपको दिखा देता हूं पहले। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो इस टाइप का आपको एक ईमेल दिखेगा कि यहां पर देखिए बायोटेक एंड हेल्थ केयर में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस में ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस टाइप के ईमेल्स आपको मिलेंगे जहां पर जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स थ्रू मेल आपको भेजते हैं। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर उसमें चीजें होंगी कि भाई भेजने वाला पर्सन कौन है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं, कितने वर्ड्स का कंटेंट चाहते हैं, कितनी उसकी डेडलाइन है, क्या डेडलाइन है बेसिकली, कब तक तुमको वो कंटेंट देना है। तो आप उनको वापस मेल करेंगे, बट इस बात का ध्यान रखें वो आपके रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फाइनेंस कैटेगरी के हैं भी नहीं, आपकी वेबसाइट भी फाइनेंस कैटेगरी की नहीं है, आपकी जो अथॉरिटी है वो भी फाइनेंस कैटेगरी में कुछ भी नहीं, आपको आता था कुछ नहीं, बट आपको बैकलिंक्स के लालच में आपने कहा मैं इसके ऊपर लिख दूंगा। ऐसा मत करें, आप अपना एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्लाई करें, ठीक है। तो जब आप उनको रिप्लाई करते हो दैट इज बेसिकली अ पिच। और जब आप उनको पिच करते हो तो ऐसा नहीं है नॉर्मली कि आप बोल दोगे हाँ भाई मैं करना चाहता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेल में 4-5 लाइन का अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि माई सेल्फ उमर, आई एम ओनर ऑफ दिस वेबसाइट विच इज हैविंग दिस मच ऑफ ट्रैफिक एंड दिस मच ऑफ डीए ऑन पीए, वट एवर मैट्रिक यू वांट टू शेयर। कुछ बेसिक उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कोई एक ऑथेंटिक पर्सन है और उसकी क्रेडिबिलिटी है अगर वो इस कॉन्टेंट के ऊपर लिख रहा है। देन आपको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से आपको प्रॉपर कंटेंट जो है वो मेंटेन करके उनको सेंड करना है। जितना ऑर्गेनाइज, जितना बेहतर कंटेंट आप लिखेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद नीचे आके आप छोटी सी एक लाइन लिख सकते हैं कि अगर आप हमारे इस कंटेंट का कोई भी पार्ट जो है, कंटेंट कैसा होगा, प्रॉपर होगा, टाइटल है उसका, प्रॉपर जो कंटेंट है स्ट्रक्चर के साथ की हेडिंग्स क्या होंगी उसमें, वो सारा आप उनको सेंड कर देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या मेंशन करेंगे कि अगर आप हमारे कंटेंट का कहीं पर भी यूज करते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि पूरे का पूरा कंटेंट ही यूज कर लिया जाए, कई बार थोड़ा कंटेंट यूज किया जाता है। तो आप उनको बोलेंगे कहीं पर भी अगर आप हमारे कंटेंट को यूज करते हैं तो ये रहा लिंक, आप ये हमें प्लीज क्रेडिट जो है वो दे दीजिएगा। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पिच। तो जरूरी नहीं है कि वो पिच का आपको रिप्लाई आए, ठीक है। अगर वो यूज कर लेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, तो आपका जो हैरो का, जो मैंने अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई, उस हैरो के डैशबोर्ड के अंदर आपको दिख जाएगा कि वो एक्सेप्टेड है। अगर नहीं एक्सेप्टेड है, उनको नहीं समझ में आया आपका कंटेंट, आपकी इंफॉर्मेशन, तो कोई बात नहीं। बट मीडिया हाउसेस से बैकलिंक्स लेने का जबरदस्त तरीका, जेन्युइन और जबरदस्त तरीका। लेकिन होता क्या है, हम लोग मेहनत नहीं करते, ये एफर्ट्स नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कोई हमको लिंक दे दे, वेबसाइट बता दे और हम जाकर बस लिंक को उस वेबसाइट पे पेस्ट कर दें। हम ये चाहते हैं, इतना आसान काम हम चाहते हैं। ऐसे नहीं बनेंगे बैकलिंक्स, 2021-22 में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे और आने वाले टाइम में तो नहीं ही बनेंगे। कंटेंट बेस्ड बैकलिंक्स का टाइम है। कंटेंट के साथ ही जो बैकलिंक्स होते हैं, जेन्युइन जो बैकलिंक्स है वही है। तो ये सारे जेन्युइन सोर्सेस हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, वेबसाइट को ब्राउज करें। अब देखो मीडिया हाउसेज यूजिंग हैरो, अगर आप देखो तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, शिकागो ट्रिब्यून, टाइम, ठीक है, मैशेबल, NYT, ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो बड़े बड़े यहां पर जो है मीडिया आउटलेट्स हैं। अभी आपको ये जो मैंने आपको यहां पर इकोसिस्टम बताया था वो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें जो लिंक मिलना है वो यहां से लिंक मिलना है, ठीक है। और कब मिलेगा, जब हम जो हमारा कंटेंट है वो एक रिपोर्टर को हेल्प करने के लिए हम दे रहे हैं और अगर वो उस सेक्शन को यूज करते हैं तो वो हमें लिंक करेंगे। इसीलिए इसका नाम हेल्पर रिपोर्टर आउट है, हैरो बोलते हैं। और ये इसकी वेबसाइट है एक तरीके से, यहां से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो प्लीज इसको ट्राई करिए, आप लोग साइन अप करें। वो कोई बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। जब साइन अप करके आप लॉग इन करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। और हमें रजिस्टर कहां पर करना है, सोर्स में, जर्नलिस्ट में नहीं, सोर्स में हमें रजिस्टर करना है, राइट। आई बिलीव अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई। और डेटा भी देख लें आप, बहुत सारे सोर्सेज हैं यहाँ पर, बहुत सारे जर्नलिस्ट और ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर। तो ये जर्नलिस्ट और ब्लॉगर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते रहते हैं।
आखिर ये रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग टैक्टिक क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं और इसको यूज करके किस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स जो है उनको गेन करते हैं। गाइस, जब कभी हम लोग कोई नई लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं या लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की जब कभी भी कोई चर्चा होती है ना, 2-3 क्वेश्चन सबसे कॉमन होते हैं, वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जो बैकलिंक बनाने की स्ट्रैटेजी है ना, ये सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई ब्लैक हैट टैक्टिक को या कोई ब्लैक हैट अप्रोच जो है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप इस बात से श्योर हो जाएं कि रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग एक पावरफुल बैकलिंक स्ट्रैटेजी है और कहीं से भी इसके अंदर ब्लैक हैट जैसा कुछ भी नहीं है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन आता है लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, टैक्टिक से रिलेटेड, वो ये होता है कि जो भी लिंक बिल्डिंग की अप्रोच हम यूज करें वो स्केलेबल हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम उस स्ट्रैटेजी के थ्रू एक ही 2 बैकलिंक्स बना पाए, उससे ज्यादा हम बैकलिंक्स ना बना सके या ना बना पाए, राइट। तो रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग की जो स्ट्रैटेजी है ये स्केलेबल भी है। यहां पर जो आप इमेज देख रहे हो ये बेसिकली एक मॉज जो हमारा टूल है, मॉज रिसर्च की ये कुछ इंसाइट्स हैं जो आप देख रहे हो। 2017-18 के आसपास मॉज ने एक रिसर्च करी थी और बहुत सारे लोगों से पूछा था कि वो किस टाइप के जो बैकलिंक्स हैं वो आज के टाइम में क्रिएट करें। तो यहां पर अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने बताया था कि वो रिसोर्स पेजेस को और लिंक लिस्ट पेजेस जिनको भी बोला जाता है, रिसोर्स पेजेस का ही एक तरीके से दूसरा नाम लिंक लिस्ट पेजेस है, तो उनको यूज करके बहुत सारे जो लोग हैं वो बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है कि आखिर सर ये रिसोर्स पेज का मतलब क्या है और रिसोर्स पेज की हेल्प से किस तरीके से बैकलिंक्स बनाए जाते हैं और आप प्रैक्टिकली किस तरीके से बनाएंगे। तो इन सब चीजों को आप डिस्कस करते हैं, राइट। तो गाइस देखो, यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, मतलब कोई दूसरी वेबसाइट है। यहां पर हम आसान शब्दों में ये समझें कि एक थर्ड पार्टी है, कोई दूसरी वेबसाइट है, या और आसान तरीके से समझना चाहे तो कोई दूसरा ब्लॉग है, ठीक है। ये एक ब्लॉग है। अब ये लेट्स से कंटेंट लिखता है डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड। इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक रिसोर्स पेज बना रखा है, ठीक है। अब रिसोर्स पेज है तो मैं मान के चलता हूं जैसे ये वेबसाइट है a.com, तो यहां पर इसके पास एक पेज है resources.html करके या रिसोर्सेस करके एक पेज है। अब इस पेज के ऊपर इसने, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग है रिलेटेड या ये वेबसाइट जो है रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोग इस वेबसाइट के ऊपर आते होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग का जो कंटेंट है वो कंज्यूम करना है। तो यहां पर इन्होंने और एडिशनल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रखी ताकि लोग इस रिसोर्स पेज के ऊपर जाएं और दूसरे ब्लॉग्स या दूसरे वेबसाइट्स या दूसरी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी एक्सेस कर सकें। कहने का मतलब कि यहां पर जैसे इस पेज के ऊपर कोई आता है, यहां पर एसईओ का सेक्शन है, यहाँ पर पीपीसी का सेक्शन है, यहाँ पर लेट्स से गूगल एड्स का सेक्शन है, यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग का सेक्शन है और बहुत सारे लिंक्स एसईओ के सेक्शन में। अभी प्रैक्टिकली आप इस चीज को देख भी लोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो पीपीसी रिसोर्सेज को पॉइंट करते हैं। ये कोई दूसरी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट नहीं है। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट है जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, जिसके लिए आप बैकलिंक्स बनाना चाह रहे हो और आप भी एसईओ के बारे में लिखते हैं, आप भी पीपीसी के बारे में लिखते हैं और आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट ना एसईओ के अराउंड लिखा हुआ है, एसईओ के बारे में लिखा हुआ है, एसईओ के ऊपर लिखा हुआ है। आपने बहुत ही सॉलिड कंटेंट, प्रॉपर रिसर्च करके आपने जो कंटेंट है वो पीपीसी के बारे में लिखा हुआ है। तो आपका जो कंटेंट है वो एक एज अ रिसोर्स है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ऐसी बहुत सारी जो रिसोर्स वेबसाइट्स हैं उनको आप सर्च करोगे जो यहां पर आप देख रहे हो और आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी निश की ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके अपने रिसोर्स पेजेस हैं और वहां पर आप अपना लिंक जो है वो डाल सकते हैं। अब ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब कभी भी हम लोग इस टाइप से अप्रोच करने की बात करते हैं, यानी कि आउटरीच करने की बात करते हैं, एफर्ट्स लगते हैं और अगर हमने सही तरीके से जो हमारे आउटरीच कैंपेन्स है, आउटरीच ईमेल्स हैं, आउटरीच अप्रोच है उसको नहीं डिवाइस किया तो सक्सेस परसेंटेज बहुत कम होता है। बट इस टाइप के बैकलिंक्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे हम गेस्ट ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो गेस्ट ब्लॉगिंग में भी आपके जो रीच के ईमेल्स है ना वो काफी पावरफुल होने चाहिए। ब्रोकन बैकलिंक स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो आउटरीच ईमेल्स है वो काफी पावरफुल होने चाहिए, वरना आपका जो सक्सेस रेट है ना वो 1% से भी नीचे आ सकता है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब पूरा गेम क्या है कि आपको ऐसी वेबसाइट्स आपकी ही निश की, आपकी ही कैटेगरीज की ढूंढनी है जिनपे रिसोर्स पेज एग्जिस्ट करता हो और अगर आपको वहां पर रिसोर्स पेज मिल गया तो फिर आप उस वेबसाइट को ऑडिट करेंगे। ऑडिट वही एसईओ के बेसिक्स आप चेक करेंगे, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, जिस कंटेंट को वो यहां पर एज अ रिसोर्स पेज मेंशन कर रहा है वो उसी की वेबसाइट का कंटेंट नहीं होना चाहिए। देखो इस बात को समझो, जैसे यहां पर कोई वेबसाइट है abc.com
और इसने अपने ही रिसोर्स पेज के ऊपर अपनी ही दूसरी रिसोर्सेस का लिंक डाल दिया, तो वो तो आपके काम का है नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस वेबसाइट के ऊपर जो है आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए, दूसरे वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं वो होने चाहिए एक तरीके से। ये थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जो एसईओ के बेसिक्स हैं, जैसे डीए है, पीए है, इन सब चीज़ों की थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई ये वेबसाइट ठीक है, अगर हमें यहाँ से एक बैकलिंक मिल जाता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल जो है वो बैकलिंक होगा। अब दो जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो फेज है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का। मतलब दो फेजेस में ये होगा, प्रोस्पेक्टिंग मतलब वेबसाइट्स ढूंढनी है, और दूसरा जो होता है वो क्या है, आउटरीच करना है। ठीक है, तो वेबसाइट किस तरीके से ढूंढेंगे, यहां पर आप देखो हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो गूगल के सर्च ऑपरेटर्स को यूज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, और अभी आप देखेंगे कितने आपको रिसोर्स पेजेस यहां पर दिख जाएंगे। तो मैं इस चीज को यूज करने वाला हूं एक चीज के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये जो हमारा सिंटेक्स है यहां पर, और इसको मैं यहां पर पेस्ट करता हूं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं चाहता हूं कि मेरे टाइटल में रिसोर्सेस हो और यूआरएल में resources.html हो। तो resources.html का मतलब कि हम रिसोर्सेज वाले पेज को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये हमने एडवांस सर्च ऑपरेटर्स को यूज किया, और अगर हमारी कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, हेल्थ होती तो मैं हेल्थ लिख देता, एसईओ होती तो एसईओ, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो मैं मोटा माटी जो हमारी निश है उसको मैंने मेंशन कर दिया। नाउ हम एंटर जो है वो मेंशन करते हैं। अब एंटर मेंशन करने के बाद यहां पर अगर आप देखो तो हमें बहुत सारे जो पेजेस हैं वो दिख रहे हैं। जैसे एक पेज ये है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, एक पेज ये है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं, इसको भी ओपन कर लेता हूं, यहां पर भी एक पेज है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं। तो कुछ पेजेस मैंने आपके सामने ओपन कर लिए। अब अगर हम यहां पर जाएं तो अब देखो ये रिसोर्सेज हैं, है ना, मार्केटिंग प्रॉफ्स का मेंशन है, यहां पर ई मार्केटर का मेंशन है, और ये इस वेबसाइट के लिंक नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से तो देखो नीचे आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा emarketer.com, यहाँ पर trendspotter.com आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर hubspotblog.com दिख रहा होगा, यहाँ पर papersgear.com दिख रहा होगा आपको। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है लिंक्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ पर मेंशन करा सकते हैं, अगर आपके रिसोर्सेज में दम है तो। ठीक है, तो आपको इनसे आउटरीच करना पड़ेगा प्रॉपरली, इनको मेल भेजना पड़ेगा, इनका जो पर्सन होगा उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद अपनी बात आप कह सकते हैं कि यू हैव रिसोर्सेज पेजेस। जैसे यहां पर देखें आप, एसेंशियल्स ऑनलाइन मार्केटिंग के रिसोर्स हैं इनके पास, ऐसे बहुत सारे। अगर जो हमने सर्च रिजल्ट्स में दिखाने की कोशिश करूं तो 15,000 सर्च रिजल्ट्स हैं यहां पर। अगर आप इन यूआरएल्स को स्क्रैप करना चाहते हैं तो इन यूआरएल्स को स्क्रैप करके आप किसी टूल के अंदर, एचरेफ वगैरह के अंदर भी इन वेबसाइट्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ये भी आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बेसिक्स क्या है वो समझनी जरूरी है। कि जैसे मैं यहां पर आता हूं वेबएफएक्स पे, तो यहां पर भी देखो ये रिसोर्सेज हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिसोर्सेज इन्हीं की वेबसाइट की, तो एक बार के लिए हम इग्नोर करेंगे, है ना, क्योंकि भाई अगर ये अपनी खुद ही की वेबसाइट को यहां पर एज अ रिसोर्सेज मेंशन कर रहे हैं तो ये हमारी वेबसाइट को तो मेंशन नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहां पर भी हमें कुछ रिसोर्सेज दिख रहे हैं आप, एसईओ रिसोर्सेज यहां पर दी हुई है, एसईओ रिसोर्सेज, यहां पर एक्सेसिबिलिटी एंड यूएक्स से रिलेटेड बहुत सारी रिसोर्सेज दी हुई है, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज दी हुई है, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के वहां से प्रॉपर बैकलिंक्स लेना ही बैकलिंक्स कैंपेन्स होते हैं, जिसको आप बोलते हो कि हमें बैकलिंक्स के कैंपेन्स क्रिएट करने, यही सारे बैकलिंक्स के कैंपेन है। एक और वेबसाइट हम लोगों ने ओपन करी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। जैसे ये वेबसाइट थी, अब यहां पर भी देखिए आप रिसोर्सेज हैं, यानी आप देख लेंगे इसको, जैसे यहां पर है, ये देखिए बहुत सारी हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग रिसोर्सेज। तो ऐसे आप अपनी निश में, जैसे मैंने यहाँ पर तो डिजिटल मार्केटिंग मेंशन किया था, आप फिटनेस मेंशन करना चाहें फिटनेस कर दें, आप स्पोर्ट्स मेंशन करना चाहें आप स्पोर्ट्स कर दें, जैसे मैं स्पोर्ट्स कर दे रहा हूं, तो आप देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर आप फिटनेस करना चाहते हैं तो फिटनेस कर दें, आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप ट्रैवल कर दें, जो भी आपकी निश है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी आपको रिसोर्सेज जो है वो मिल जाएंगी। ये नंबर काफ़ी हाई होता है, बट थोड़ा सा आपको एसईओ के बेसिक्स के जब समझ होती है तो वो चीज़ आप कर पाएंगे। इस चीज़ का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, मैंने सिंपल सा एक आपको गूगल का सर्च ऑपरेटर बताया, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गूगल के सर्च ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो गूगल के सर्च ऑपरेटर्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो थोड़े से एडवांस सर्चिंग के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी एक आपको जो लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि इसका पर्पस क्या है और ये लिंक्स बनते कैसे हैं। अब
बनाने की जो प्रोसेस है उसके लिए जो मैंने प्रोसेस आपको बताई वही आपको फॉलो करना है। आउटरीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको क्लियर कर दूं। आउटरीच का मतलब होता है कि आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं फॉर सम पर्पस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आउटरीच, ठीक है। तो आउटरीच की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। किस तरीके से आपको आउटरीच ईमेल्स लिखने चाहिए ताकि आपको बैकलिंक्स मिले और चांसेस हो कि आपका जो आउटरीच ईमेल है वो कंसीडर हो, सक्सेस रेट बढ़ सके, ठीक है। चाहे वो हमारा गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हो, चाहे हमारा लिंक बिल्डिंग के लिए हो, आउटरीच ईमेल्स का जो कंटेंट है वो काफी मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है, ये एक सही चीज है या बुरी चीज है, यानी कि अगर ये कोई इशू है तो किस तरीके से इस इशू को डिटेक्ट किया जाता है, क्या सही तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं इश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता तो होता है कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होता क्या है, बट जब हम इसकी बात करते हैं कि इस इशू को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए तो दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको वो लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर ये इशू है तो इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, इन सभी चीजों को हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की उसी से शुरुआत करेंगे। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन देयर आर मल्टीपल पेजेस ऑन अ वेबसाइट व्हिच टारगेट्स द सेम और सिमिलर कीवर्ड्स एंड compete अगेंस्ट ईच अदर टू हर्ट द साइट्स ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो सीधी सी बात है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लेट से दो पेजेस है, एक ये पेज 1 है और एक ये पेज 2 है, ठीक है। ये दो हमारी वेबसाइट के ऊपर दो डिफरेंट पेजेस है। अब ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो हमारा पेज है ना, ये किसी कीवर्ड 1 के ऊपर रैंक कर रहा है, कोई भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसके ऊपर रैंक कर रहा है। जिस कीवर्ड के ऊपर ये पेज रैंक कर रहा है हो सकता है उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ये वाला पेज भी रैंक कर रहा हो, यानी कि कीवर्ड 1 जो है वो कीवर्ड 2 के बराबर है। हो सकता है एकदम एग्जैक्ट सिमिलर ना हो, फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर केस में कि हो सकता है इसकी इंटेंट इससे मिलती जुलती हो या इसका बहुत ही क्लोज हो, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड होगा, यही वहां पर लिखा हुआ है। On a website targets the same or similar keywords and compete against each other. Fine. तो अब देखो होता क्या है, जनरली हम सभी को पता है कि हमारे वेब पेजेस किस तरीके से रैंक होते हैं। अगर हम अपने वेब पेज को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना चाहते हैं तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने वेब पेज का ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, अपने वेब पेज का जो टेक्निकल एसईओ है वो हम लोग करते हैं, और फिर गूगल जो है वो जब हमारे पेज को क्रॉल करता है तो समझने की कोशिश करता है कि ये वाला पेज किस कीवर्ड के अराउंड जो है वो बनाया गया है या किस टाइप का कंटेंट इस पेज के ऊपर है, तो उससे रिलेवेंट जो भी क्वेरीज होती है उसके ऊपर हमारे पेज को शो कराता है। तो इसी तरीके से वो आपके पेज को भी इंडेक्स करता है, इसी तरीके से वो दूसरों के पेजेस को भी इंडेक्स करता है। तो बट जो पेज शो होगा वो कौन सा पेज शो होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, जो यूजर की क्वेरी के सबसे ज्यादा क्लोज होगा रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम गूगल को बता पाएं कि देखो भैया मेरा पेज जो है ना ये इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए सबसे परफेक्ट है, ये वाला पेज नहीं है। और इसी तरीके से हम कंपटीशन को बीट कर रहे हैं। तो अगर यहां पर आप देखो तो अगर हमारे दो पेजेस हैं वो सेम ही कीवर्ड्स के लिए अगर फाइट करने लगेंगे तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं। बट एक्चुअली जब आपके दोनों पेजेस रैंक हो रहे होते हैं ना तो थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाती है। जैसे वो समस्या किस टाइप की है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ट्रैफिक आपके इस पर्टिकुलर पेज को मिलना चाहिए था वो अब ट्रैफिक यहां डिवाइड हो गया क्योंकि दोनों सेम टाइप के कीवर्ड्स हैं। तो कुछ ट्रैफिक अब आपका ये वाला कीवर्ड से आया और वो ये वाला पेज आपका कुछ ट्रैफिक को ले गया, कुछ ट्रैफिक आपका इस पर्टिकुलर कीवर्ड से आया, ये पेज जो है उसको ले गया। अब यहीं पर अगर आप सोचो कि दोनों पेजेस का एक कॉमन पेज होता, ठीक है, और दोनों जगहों से या दोनों कीवर्ड से ट्रैफिक जो है इसी पेज के ऊपर आ रहा होता तो बहुत सारी मैट्रिसेस इंप्रूव हो जाती, जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक का, यहां पर कंपटीशन कम होता क्योंकि मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर आपका एक ही पेज रैंक कर रहा है। फाइन। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और सीटीआर इसी को मिलने के चांसेस थे, ठीक है। तो बात ये समझ में आई कि अगर हमारी वेबसाइट के दो डिफरेंट पेजेस P1 और P2 एक ही टाइप के दो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो ये ठीक चीज नहीं है। फाइन। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन और हमें इसको जो है ना वो अवॉइड करना है। अब यहां पर एक पॉइंट समझो, देखो यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है उसमें अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर गूगल में या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में किसी कीवर्ड की जो रैंकिंग है ना वो 1 है तो चांसेस ये होते हैं कि वो जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है उसके बहुत सारे दूसरे वेरिएशंस और डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करेगा। अगर मेरा जो वेब पेज है वो मान लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर पोजीशन नंबर 1 पे रैंक कर रहा है तो चांसेस ये ज्यादा होते हैं कि वो ऐसे ही
पचासों कीवर्ड्स के ऊपर या सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर, ऐसे ही कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर रहा हो, ये चांसेस बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये वाला पेज P1 है और ये P2 है और ये एक किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, फाइन, तो ये इस कीवर्ड के ऊपर तो लेट्स से पोजीशन नंबर 2 पे रैंक कर रहा है, इसके साथ साथ ये 50 और कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। उसी तरीके से ये इसके मिलते जुलते कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, विच इज K2, ठीक है, इसके मिलते जुलते कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है लेट्स से पोजीशन नंबर 6 के ऊपर। लेकिन ये भी बाकी के भी तो 60 70 80 दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। ये मैंने केवल एक नंबर ले रखा है, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लिया 100 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। तो अगर आप इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप कहोगे यहां पर मेरे को एक ही पेज करना है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कि केवल इसी कीवर्ड से आपको ट्रैफिक आ रहा था, इन सब कीवर्ड से भी तो आपको ट्रैफिक आ रहा था, तो इसके पोटेंशियल को भी आप किल कर रहे हो। बात समझ में आ रही है कि ये बाकी के जो कीवर्ड्स है जिनसे ट्रैफिक आ रहा था, अगर मैं इन दोनों पेजेस को मर्ज कर दूं या एक पेज को हटा दूं, मैं कहूं नहीं नहीं ये वाला पेज ना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, तो इस वाले पेज को हम हटा देते हैं, इसी वाले पेज को रखेंगे, तो ठीक है, ये आपने इशू डिटेक्ट किया और इशू को सॉल्व भी कर दिया। तो क्या सॉल्व करने के बाद इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको रैंकिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जो पोटेंशियल ट्रैफिक आपको मिल रहा था उससे आपको हाथ धोना पड़ा, ठीक है, इन कीवर्ड्स के ऊपर भी। तो आप बोलोगे सर यही तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है कि अगर दो डिफरेंट पेजेस सेम कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं तो एक इशू हमको सॉल्व करना है। नहीं, आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो एक ही कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सिमिलर कीवर्ड के ऊपर दो डिफरेंट पेजेस रैंक कर रहे हैं और बाकी दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर वो पेजेस नहीं रैंक कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक वहां हर्ट नहीं होगा, उस पर्टिकुलर केस में आप इसको एक रियल कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू में रखोगे। वरना जो मैंने अभी केस बताया जहां पर मेन कीवर्ड्स के साथ हमारे दूसरे बहुत सारे कीवर्ड्स भी रैंक कर रहे थे, उनसे भी ट्रैफिक आ रहा था, वहां पर आप इग्नोर कर दोगे, वो एक्चुअल कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू नहीं, यही आपको समझना है। तो अभी तो हमें दो बातें क्लियर हो गई कि आखिर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होता क्या है। उसके बाद हमें यह भी समझ में आया कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन तुरंत का तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया और हमने ये सोच लिया कि अब इस पेज को रिमूव कर देते, ऐसा नहीं करना है। हमें यह भी देखना है कि कहीं ट्रैफिक तो उस पेज के दूसरे कीवर्ड से नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें ना आपको कोई भी जो आप कीवर्ड रिसर्च का टूल होता है या SEMrush या Ahrefs, कोई भी टूल अगर आप उठा लेंगे तो उस टूल में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर कैनिबलाइजेशन इशू एक्चुअली कैसे डिटेक्ट करेंगे? देखो, जब आप किसी भी कीवर्ड की रिसर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर हमारी वेबसाइट के ये वाले पेजेस रैंक करें, तो वहां पर आप आइडेंटिफाई कर लें कि एक कीवर्ड के ऊपर ऐसा तो नहीं कि हमारे मल्टीपल पेजेस जो है वो रैंक कर रहे हैं। या फिर आप जब पेजेस वाइज रिसर्च कर रहे होंगे उन्हीं टूल्स के अंदर, तो आप अपने पेजेस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई ये वाले पेज जो है ना कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, ये वाला पेज कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक, तो वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू तो नहीं है। तो बात क्लियर हो गई। अब ये समझते हैं कि आखिर ये इशू किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है अगर रियल कैनिबलाइजेशन का इशू है तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप मर्ज कर दो कंटेंट को, और जैसे ये पेज 1 था और ये पेज 2 था, तो पेज 2 के कंटेंट को पेज 1 के साथ मर्ज कर दिया, इस कंटेंट को हमने और डेप्थ दे दी, इस कंटेंट को और रिलेवेंट बना दिया, और इस पेज को अब हम रैंक कराने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो पेज बचा हुआ है उसका क्या होगा? तो इस पेज का अब URL तो एक तो 404 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस URL को किसी और जो रिलेवेंट दूसरा पेज होगा उस पे जो है रीडायरेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात? रीडायरेक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा और रीडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। या तो इस पेज को रिमूव ही कर देंगे, या तो मर्ज करने की बात करी, या तो हम मर्ज नहीं करेंगे, इस पेज को ऐसे ही रखेंगे जैसा पेज 1 है, जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है ये ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और P2 को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, 404 हो जाएगा, तो इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। तो अब बोलोगे पहले और दूसरे में क्या फर्क था? पहले में यह फर्क था कि इसको मर्ज किया गया है, दूसरे में क्या फर्क था? केवल इसको रिमूव किया गया। थर्ड हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पेज नंबर 2 है ये वाला पेज, तो ये जिस भी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, जो कि कॉमन है बेसिकली, जो कीवर्ड के ऊपर ये पेज रैंक कर रहा है वही कीवर्ड के ऊपर ये पेज रैंक कर रहा है, तो इस पेज के कंटेंट को ही हम लोग चेंज कर देंगे और इस पेज के कंटेंट को दूसरे जो अदर कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या है? तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 4 इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। पहली बात हम लोग करेंगे कि आखिर ड्वेल टाइम का मतलब क्या होता है और क्या सचमुच ड्वेल टाइम को सर्च इंजन्स यूज करते हैं। थर्ड, क्या ड्वेल टाइम एक रैंकिंग फैक्टर है, किस तरीके से बाउंस रेट से अलग है, और आप ड्वेल टाइम को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोग शुरू करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि ड्वेल टाइम का जो मतलब है वो लिखा हुआ है।
length of a time a person spends looking at the web page after they have clicked the link on a SERP page but before clicking back to the सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो हमारा होता है ना, उसके ऊपर मान के चलते हैं कि आपका कोई पेज जो है वो रैंक हो रहा है, फाइन। तो वहां पर जब कोई पर्सन क्लिक करता है, आपके पेज के ऊपर क्लिक करेगा, तो फिर वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जो URL दिख रहा है आपके पेज का, उसके ऊपर क्लिक करेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर, तो वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पेज पे आने से लेकर और इस पेज से बाहर निकलने तक, वापस SERP आने तक जितना भी वो टाइम स्पेंड करता है ना, वो बेसिकली कहलाता है ड्वेल टाइम। तो पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो कि ड्वेल टाइम एक पॉजिटिव मेट्रिक है या निगेटिव मेट्रिक है। देखो, पॉजिटिव मेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ के बढ़ने पर हमें फायदा हो रहा है या अगर किसी चीज़ का बढ़ना हमारे लिए सही है, दैट इज अ पॉजिटिव मेट्रिक। तो ड्वेल टाइम एक पॉजिटिव मेट्रिक है। वहीं पर जो बाउंस रेट होते हैं हमारे, बाउंस रेट एक निगेटिव मेट्रिक, क्योंकि बाउंस रेट अगर बढ़ता है तो फिर वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, फाइन। तो वेट एक तरीके से नेगेटिव मेट्रिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाउंस एक तरीके से नेगेटिव मेट्रिक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइंस जो है वो बना रखी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बंदा SERP के थ्रू हमारे वेब पेज के ऊपर एंटर करता है और यहाँ पर वेब पेज से वापस SERP के ऊपर चला जाता है, ठीक है। बैक बटन वगैरह क्लिक करके वो वापस चला जाता है। तो इतने टाइम पीरियड में जितना भी टाइम वो स्पेंड करता है वो होता है हमारा ड्वेल टाइम, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मिनट लिख देता हूँ, तो अगर ये टाइम पीरियड 5 मिनट का था और ये टाइम पीरियड लेट से 2 मिनट का था, तो यहाँ पर जो हमारा ड्वेल टाइम होगा वो होगा हमारा ड्वेल टाइम या ड्वेल पीरियड। कहीं कहीं आप ड्वेल पीरियड भी सुनते होंगे, बट ड्वेल टाइम करेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ड्वेल टाइम है वो 5 मिनट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा ड्वेल टाइम है वो 2 मिनट होगा। आई बिलीव आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ड्वेल टाइम क्या नहीं है, जिससे बहुत सारे कंफ्यूजन जो है आप लोगों के वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ड्वेल टाइम का मतलब बाउंस रेट नहीं होता है, बाउंस रेट बिल्कुल अलग है ड्वेल टाइम से। सेकेंड जो है वो एवरेज टाइम ऑन वेब पेज। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ड्वेल टाइम का मतलब होता है एवरेज टाइम ऑन वेब पेज। देखिए, ड्वेल टाइम कंसीडर होता है केवल और केवल उस केस में जब बंदा सर्च इंजन रिजल्ट पेज से आपके पेज के ऊपर आता है। इस कंडीशन में हम ड्वेल टाइम कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर एवरेज टाइम किसी वेब पेज के ऊपर, देखो कोई भी बंदा किसी भी डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है, वो सोशल मीडिया से आ सकता है, वो एड से आ सकता है, फाइन। तो एक बंदा ऑन एन एवरेज आपके वेब पेज के ऊपर कितना टाइम बिताता है, दैट इज एवरेज टाइम, ठीक है। बट इसके अंदर सभी सोर्सेज से आया हुआ ट्रैफिक जो है वो इंक्लूड होता है। ड्वेल टाइम में ऐसा नहीं होता है। ड्वेल टाइम में केवल वही ट्रैफिक इंक्लूड होता है जो SERP से है, मतलब ऑर्गेनिक सर्च से है, फाइन। इट इज नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ड्वेल टाइम को आप किसी टूल के अंदर देख लो और उससे आप अंदाजा लगा लो कि भाई मेरा जो ड्वेल टाइम है वो 5 मिनट का है, तो फिर मेरी जो वेबसाइट है, वेब पेज जो है वो रैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्वेल टाइम एक तरीके का इंडिकेशन है। किस तरीके का इंडिकेशन? अगर आपके वेब पेज का ड्वेल टाइम बहुत अच्छा है तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भाई, ये वाला जो हमारा पेज है ना, यूजर की इंटेंट को या जो यूजर की क्वेरी है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके का इंडिकेशन है। ऐसा नहीं कि गूगल इस चीज को चेक करता है कि आपकी वेबसाइट का चलो ड्वेल टाइम 5 मिनट हो गया या 10 मिनट हो गया तो चलो आपके वेब पेज को हम रैंक करा दें, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर फॉर अस, इट इज जस्ट अ इंडिकेशन। और सबसे खास बात यह है कि ये इंडिकेशन आप देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो ड्वेल टाइम को बैकएंड में गूगल जरूर कंसीडर करता है इस चीज को चेक करने के लिए कि हाँ भाई, अगर ड्वेल टाइम ठीक होगा तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस पेज का जो कंटेंट है वो यूजर की इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। बट वो उसका कोई टाइम पीरियड को लेकर ना कोई रैंकिंग नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे और भी डिफरेंट फैक्टर। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा इट्स नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर का क्या मतलब है। यू कैन नॉट मेजर और सीट इन एनी टूल, ठीक है। कोई भी टूल आपको ड्वेल टाइम की मेट्रिक नहीं बताता है। ओनली सर्च इंजन अंडरस्टैंड ड्वेल टाइम, मतलब वही है कि भाई आपको कहीं देखने को तो मिलेगा नहीं। वी हैव समथिंग सिमिलर टू ड्वेल टाइम, दैट इज इंगेजमेंट मेट्रिक इन GA4। तो GA4 के अंदर हम लोग को एक इंगेजमेंट मेट्रिक मिलती है जो हमारा लेटेस्ट गूगल एनालिटिक्स का वर्जन है GA4। तो इंगेजमेंट मेट्रिक देख के जो आपको समझ में आता है ना, वही एक तरीके से ड्वेल टाइम भी होता है, फाइन। बट इंगेजमेंट मेट्रिक आपको देखने को मिल जाती है, वहीं पर ड्वेल टाइम आपको देखने को नहीं मिलता है। अब समझ लेते हैं जल्दी से बाउंस रेट, ताकि आप डिफरेंस जो है वो समझ पाए। देखो एक बात समझे आप पहले, तो बाउंस रेट जो है वो GA3 में तो हमको दिखता है, ठीक है। GA4 में स्टार्टिंग में हमें नहीं दिखता था, बट बाद में अपडेट के साथ GA4 में जो और भी चेंजेस हुए तो अब हमें GA4 के अंदर भी जो बाउंस रेट है उसकी मेट्रिक देखने को मिलती है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहां पर देखने को मिलती है, फाइन।
तो बाउंस रेट को समझने से पहले आपको बाउंस समझना होगा, क्योंकि रेट का सीधा सा मतलब होता है परसेंटेज। कहीं पर भी रेट शब्द अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाना परसेंटेज की बात हो रही। तो बाउंस का ये मतलब हुआ जैसे एक पर्सन आपके इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लैंड करता है, ठीक है, एक पर्सन आपके एक ये पेज है P1, इसके ऊपर आता है और यहां पर वो कोई लिंक क्लिक नहीं करता है, कोई इंगेजमेंट नहीं करता, और उसके बाद वो इसी पर्टिकुलर पेज से जो है वो बाहर चला जाता है। तो ये क्या कंसीडर होगा? ये कंसीडर होगा एज अ बाउंस। तो मान के चलते हैं अगर 10 लोग आपके इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए और कोई भी लोग आगे नहीं गए, दूसरे पेजेस को उन्होंने ब्राउज नहीं किया, कोई इंगेजमेंट नहीं किया, और यहां से 4 लोग जो है वो वापस चले गए, तो हम मानेंगे कि हमारे जो बाउंस रेट है वो 40% है। किस तरीके से निकला भैया? 4/10, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% हमारा जो बाउंस रेट है वो दिख गया। तो बाउंस रेट का बढ़ना एक अच्छी चीज नहीं है, मतलब अगर बाउंस रेट 70 के ऊपर चला जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए थोड़ा सा सोचने की बात होती है कि बाउंस रेट जो है ना वो काफी ऊपर चला गया है। बट बाउंस रेट का बढ़ना या घटना बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलते हैं कि यूजर एक ऐसे पेज के ऊपर लैंड कर रहा है जहां से आप चाहते ही नहीं हो कि वो बंदा आगे जाए। फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज है, ठीक है, और लैंडिंग पेज में कोई फॉर्म वगैरह सबमिशन भी नहीं, बस नॉर्मल सा एक पेज है जिस पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, यूजर वहां पर लैंड करता है और उसको इनफ इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है और उसको कोई एंगेजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहीं से जो है वो एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है उस पेज से। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो पेज है उसका जो बाउंस रेट है वो काफी हाई होगा, ठीक है। बट यहां पर हमें अपने दिमाग लगाकर भी सोचना है कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर कुछ पेजेस का जो बाउंस रेट है वो बढ़ सकता है। तो जब आप किसी पूरी वेबसाइट का जब बाउंस रेट देखते हैं ना तो उसमें सभी पेजेस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, सभी पेजेस इंक्लूडेड होते हैं, उनका वो आपको एवरेज दिखाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी पूरी वेबसाइट का अगर बाउंस रेट 80% है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं जिनका बाउंस रेट अगर 80% हो भी जाता है हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि हमारे इंपॉर्टेंट जो पेजेस है ना उनका कहीं बाउंस रेट तो बहुत ज्यादा नहीं है। बात समझ में आई? तो बाउंस रेट और ड्वेल टाइम में क्या फर्क है? बिल्कुल एक टाइप से वो अपोजिट जो है वो मैट्रिसेस हैं। बाउंस रेट का बढ़ना खतरनाक है, वहीं पर ड्वेल टाइम का बढ़ना जो है वो अच्छी चीज होती है। ड्वेल टाइम और बाउंस रेट दोनों ही डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, दोनों से ही हमें ये जो है वो पता चलता है कि भाई यूजर का बिहेवियर या यूजर का जो इंगेजमेंट है वो हमारे वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर कैसा है। बाउंस रेट तो चलो हमें दिख भी जाता है, ड्वेल टाइम हमें कहीं नहीं दिखता। आई बिलीव आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ड्वेल टाइम के बेसिस पर केवल आपको क्या पता चलता है? यूजर का सेटिस्फैक्शन हमें पता नहीं चलता है बेसिकली, बट ड्वेल टाइम का मतलब यूजर का सेटिस्फैक्शन का जो पॉइंट है वही वहां से निकल के आता है, जो बेसिकली सर्च इंजन समझता है। फाइन, तो जो मैंने आपको बताया था कि एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि बाउंस रेट गूगल एनालिटिक्स 4 में कहां दिखता है, वहां पर भी चलते हैं। तो ये देखो मैं आ चुका हूं यहां पर जो हमारी एक्सप्लोर रिपोर्ट है उसके अंदर, और अगर एक्सप्लोर रिपोर्ट के अंदर आप यहां पर आए मैट्रिसेस के ऊपर, वैसे मैंने GA4 के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, एक सिंगल वीडियो है 5 घंटे का और एक प्लेलिस्ट भी, प्लीज को चेक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो मैट्रिक में अगर आप जाओगे तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ सर्च कर लेना बाउंस रेट मैट्रिक में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर दूंगा तो बाउंस रेट हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि पेजेस वाइज हमारे इंडिविजुअल पेजेस का जो बाउंस रेट है वो क्या है, और अगर हम कलेक्टिवली देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई विद रिगार्ड्स टू ड्वेल टाइम एंड बाउंस रेट। वैसे तो गाइस एसईओ की फील्ड के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स हैं जो काफी डिबेटेबल रहते हैं, उन्हीं में से एक है सैंडबॉक्स इफेक्ट। तो जो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में, मैं शुरुआत में ही आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है। इसी को कुछ लोग डिलेड बैकलिंक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका बेसिक जो फिनोमिना है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली ये भी समझना बहुत जरूरी है क्या कभी गूगल ने ऑफिशियली ऐसे इफेक्ट को कंफर्म किया है, क्योंकि इस इफेक्ट के आगे जो नाम लिखा हुआ है ना वो गूगल का ही लिखा हुआ है, गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, ठीक है। तीसरी हम चीज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर गूगल ने कभी इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी ज्यादा चर्चा सैंडबॉक्स इफेक्ट की होने लगी, और अगर सैंडबॉक्स इफेक्ट है और लोग कहते हैं कि सैंडबॉक्स इफेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे तर्क क्या देते हैं, मतलब किन वजहों से कहते हैं कि वो सैंडबॉक्स इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड ना, दिस फिनोमिना इज नेवर कंफर्म्ड बाय गूगल। अकॉर्डिंग टू गूगल देयर इज नो सैंडबॉक्स इफेक्ट एज सच। तो गूगल का साफ साफ कहना है कि कोई भी सैंडबॉक्स इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, गूगल के एल्गोरिथम्स कुछ सिचुएशंस में ऐसा बिहेव करते हैं कि आपको लगता है कि सैंडबॉक्स इफेक्ट है, बट ऑफिशियली गूगल के एल्गोरिथम में, गूगल के बैकएंड में कहीं भी कोई भी सैंडबॉक्स इफेक्ट
नहीं है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि आखिर ये सैंडबॉक्स इफेक्ट का मतलब क्या है और ये डेफिनेशन क्या है। देखो यहां पर जो आप देख सकते हो लिखा हुआ है, गूगल सैंडबॉक्स इज प्रोबेशन पीरियड ड्यूरिंग विच गूगल ड्राइव्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। देखो बहुत सारे वेबसाइट्स ओनर्स ने क्या एनालाइज किया कि जब वो अपनी नई वेबसाइट बनाते हैं उसके ऊपर उन्होंने तगड़ा कंटेंट लिखा, उस कंटेंट को उन्होंने इंडेक्स भी करा लिया। कंटेंट लिखने के बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट के बहुत सारे वेब पेजेस के बहुत सारे बैकलिंक्स भी बनाए, वो बैकलिंक्स भी उन्होंने इंडेक्स करा लिए। पर जब बैकलिंक्स भी बन गए, कंटेंट भी हमारा इंडेक्स हो गया, उसके बाद हमारी वेबसाइट गूगल में क्यों नहीं रैंक कर रही है? कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उनकी वेबसाइट दूसरे सर्च इंजन में रैंक कर रही है, लेकिन उनकी वेबसाइट गूगल में नहीं रैंक कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बैकलिंक्स वगैरह सारी चीजें इंडेक्स हो चुकी थी, रेगुलर कंटेंट भी जा रहा था। बट कुछ टाइम के बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वो देखते हैं कि उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक होना शुरू हो जाती है। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया ये गूगल का ना एक सैंडबॉक्स इफेक्ट है। उसमें क्या होता है कि गूगल आपकी जो नई वेबसाइट्स होती है ना उनको रैंक नहीं कराता है। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने सब कुछ ठीक तरीके से किया, सारी चीजें इंडेक्स हो जाती हैं, उसके बाद भी तुरंत का तुरंत वो आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं कराता है। जो पहले से रैंक हुई हुई वेबसाइट होती हैं उनके कंपैरिजन में आपको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती। इसी को सैंडबॉक्स पीरियड कहा जाता है या सैंडबॉक्स इफेक्ट कहा जाता है। तो ये एक प्रोबेशन पीरियड है, जैसे डेफिनेशन बता रही है, ड्यूरिंग विच गूगल ड्राइव्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ठीक है, अब इसके पीछे जो तर्क है वो क्या दिया जाता है वो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। बट आखिर ये चर्चा क्यों शुरू हुई, कहां से शुरू हुई? ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गूगल ने कई बार इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भैया कोई सैंडबॉक्स इफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी आज भी लोग इसकी बात करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सैंडबॉक्स इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब समझो, देखो यहां पर देखो मॉज, ठीक है, मॉज के जो फाउंडर हैं रैंड फिस्किन, और यहां पर देखो इन्होंने 2005 में, 2009 में और बीच में भी कई बार ना ये बात बोली, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे जो बड़े बड़े एसईओज हैं ना उन्होंने ये बात बोली है कि उनको लगता है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो सैंडबॉक्स इफेक्ट काम कर रहा है। तो भाई जब इतने बड़े बड़े धुरंधर इस चीज को बोलेंगे तो लोग कैसे ना माने? ठीक है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं मॉज की या रैंड फिस्किन की, भाई ये वो लोग हैं ना जो बहुत अर्ली टाइम से एसईओ के अराउंड कंटेंट बना रहे हैं। मॉज जैसा टूल ना बहुत पुराना टूल है, आज के टाइम में आप देखते हो बहुत सारे नए टूल्स आ गए, बट मॉज जैसा टूल बहुत पुराना टूल है। ठीक है, बहुत से टाइम से, बहुत पहले से ये लोग जो है ना वेबसाइट की एनालिसिस कर रहे हैं और हम लोग को बहुत सारी यूजफुल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने देखो यहां पर लिखा हुआ है अनाउंस दैट, और ये कब की बात है? 2004-5 की। ठीक है, इसी दौरान सैंडबॉक्स इफेक्ट जैसा जो वर्ड है ना वो कॉइन हुआ था। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है मॉज रैंड फिस्किन अनाउंस दैट मॉज फाइनली मैनेज टू एस्केप द गूगल सैंडबॉक्स। द सैंडबॉक्स पीरियड लास्टेड फॉर 9 months डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग नेचुरली बिल्ट बैकलिंक प्रोफाइल ऑफ द वेबसाइट। उसके बाद 2009 में देखो, ठीक है, ही री एग्जामिन्ड the probable existence of sandbox on other website grader.com. He compared the sites ranking on Google, Yahoo and MSN Live, and it turned out that sites Google rank was much lower than the rank in the other two. ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको बताया। बट फिर भी अभी भी क्योंकि गूगल का जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो ना ही है कि भाई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता। अब इसके पीछे लोग तर्क क्या देते हैं कि अगर गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट एग्जिस्ट करता भी होगा तो क्यों ये एग्जिस्ट करता होगा, ऐसे क्या जरूरत है आपकी वेबसाइट को प्रोबेशन पीरियड में रखने की? तो इसके पीछे 3 बेसिक लॉजिक दिए जाते हैं। ठीक है, गूगल नीड्स टाइम टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट विद लिमिटेड ट्रैफिक सेंडिंग टू योर वेबसाइट। ठीक है, लोगों का कहना है कि गूगल ना शुरुआत में जब आपकी वेबसाइट नई होती है तो उस वक्त आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं भेजना चाहता है, वो थोड़ा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर भेजकर उन लोगों की क्या एक्टिविटी, जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वो आपकी वेबसाइट के साथ किस तरीके से एंगेज कर रहा है, उससे रिलेटेड जो मैट्रिसेस होती हैं, जैसे CTR हो गया, जैसे ड्वेल टाइम हो गया, जैसे बाउंस रेट हो गया, उसके बेसिस पर ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो दमदार है या नहीं है, और उसके बेसिस पर वो सैंडबॉक्स इफेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर लगाता है। इसलिए वो शुरुआत में ना एकदम से आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं कराता, क्योंकि चाहता है कि धीरे धीरे ना आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। जब ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उनके इंटरेक्शन से वो कुछ एनालिसिस करेगा और उसके बेसिस पर जो है वो आपको रैंकिंग दी जाएगी। अब देखो गूगल कुछ चीजें तो ऐसी करता है, ये तो हमें भी पता है कि ट्रैफिक, गूगल इस चीज को एनालाइज करता है कि हमारी वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर जो यूजर का बिहेवियर है, इंटरेक्शंस हैं, वो किस तरीके हैं, उसके बेसिस पर
रैंकिंग्स में इफेक्ट आता है, बट इसको आप सैंडबॉक्स इफेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके बेसिस पर गूगल ये नहीं डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट ना अब 6 महीने तक या 9 महीने तक या 10 महीने तक जो है ना वो एसईआरपी में रैंक नहीं करेगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक तो तर्क ये दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो एंगेजमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस कैन बी एनालाइज प्रॉपर्ली, वही जो मैंने आपको बताया, गूगल टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द बैकलिंक्स एंड देयर क्वालिटी, ठीक है। तो इन एक्सपर्ट्स का मानना है, जो यहां पर आप देख रहे हो, इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपने आज बैकलिंक बना दी, बैकलिंक एग्जिस्ट भी हो गए, पर जब नया डोमेन होता है ना तो उस पर्टिकुलर केस में जरूरी नहीं है कि गूगल उतनी जल्दी आपके बैकलिंक्स की जो क्वालिटी है ना उसको एनालाइज कर ले। गूगल चाहता है आपके बैकलिंक्स की क्वालिटी को भी एनालाइज करना और उसके बाद वो रिवॉर्ड करता है आपको रैंकिंग से। बट ये थ्योरीज कहीं ना कहीं फेल भी हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही देखा है कि आज हमने वेबसाइट बनाई और कुछ अगर हमने ब्लॉग लिखे लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर, अगर हमने ब्लॉग लिखे तो हम देखते हैं कि वो अगर सही तरीके से लिखे गए, तगड़ा उसके ऊपर कंटेंट लिखा गया है और वो लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करते हुए ब्लॉग लिखे गए, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि जल्दी रैंक हो जाए, हो सकता है 1 महीने के अंदर ही रैंक हो जाए। तो वहां पर तो ये सैंडबॉक्स इफेक्ट फेल हो जाता है। तब एक्सपर्ट्स का ये कहना होता है, देखो यहां पर सैंडबॉक्स इफेक्ट इसलिए फेल हो गया क्योंकि सैंडबॉक्स इफेक्ट बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं के ऊपर लागू होता है। मतलब कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए आपको इतनी आसानी से रैंकिंग नहीं मिलेगी, तो वो तो हमें ही पता है कि कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर उतनी आसानी से रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से कई बार ये भी लगता है कि हाँ भाई हो सकता है सैंडबॉक्स इफेक्ट सही हो, कई बार ये भी लगता है कि हाँ ऐसा तो दूसरे केसेस में भी होता है, ऐसे तो गूगल का एल्गोरिथम काम ही करता है, ठीक है, तो वो सैंडबॉक्स इफेक्ट नहीं है। बट गूगल जब ये बात कंफर्म कर देता है कि ऑफिशियली हमारा कोई भी सैंडबॉक्स इफेक्ट नहीं है, बट कुछ फिनोमिना ऐसी होती हैं गूगल के बैकएंड के अंदर जिससे आपको हो सकता है लग रहा हो कि सैंडबॉक्स इफेक्ट है। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें विद रिगार्ड्स टू सैंडबॉक्स इफेक्ट आपको क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस कीवर्ड गोल्डन रेशियो को मैथमेटिकली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये रेशियो आखिर क्या काम करता है। देखो अगर हमारी कोई नई वेबसाइट है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, अगर हमारी कोई नई वेबसाइट है और हम कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहते हैं और इस चीज को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हम उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करें तो क्या चांसेस हैं कि हम उन कीवर्ड्स के ऊपर बड़ी आसानी से रैंक हो जाएंगे। मतलब ये रेशियो एक ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें इस चीज़ को फिगर आउट करने में हेल्प करती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस है कि अगर किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर हम काम करें तो हमें रैंकिंग मिल जाएगी जो अभी एग्जिस्टिंग हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या जो वेबसाइट्स एसईआरपी में रैंक कर रही हैं उनके अगेंस्ट। तो आई बिलीव पर्पस समझ में आ गया होगा कि इसका पर्पस क्या है। कीवर्ड्स का एक तरीके से वेरिफिकेशन है, आप आसान भाषा में समझना चाहें तो कीवर्ड्स का वेरिफिकेशन है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या चांसेस हैं रैंक होने के। अब देखो कीवर्ड गोल्डन रेशियो को कैलकुलेट करने में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये फॉर्मूला हर चीज के ऊपर लागू नहीं होता है। तो अगर कीवर्ड गोल्डन रेशियो के बेसिस पर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, किसी कीवर्ड की टेस्टिंग करना चाहते हैं कि इसके लिए हमें जाना चाहिए नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो सर्च वॉल्यूम है आप कोशिश करें 250 या 250 के अंदर हो। मतलब ऐसा कीवर्ड आप उठाएं जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 250 या उससे कम हो। तो पहली चीज ये, तभी जो कीवर्ड गोल्डन रेशियो से रिजल्ट आएंगे वो सही आएंगे आपके केस में, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी। दूसरा, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए होता है, फाइन। तो यहां पर हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन भी मेंशन की हुई था। कीवर्ड गोल्डन रेशियो इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कीवर्ड्स दैट आर अंडरसर्व्ड ऑन द इंटरनेट, फाइन। तो यहां पर अगर आप बेसिक फॉर्मूला जो है इसका ये देखो, तो नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय मंथली सर्च वॉल्यूम गिव्स यू कीवर्ड गोल्डन रेशियो, ठीक है। और अगर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर्स आएंगे, अगर वो नंबर्स 0.25 से कम हैं तो इसका मतलब हमें उस कीवर्ड के साथ जाना चाहिए, हाई चांसेस हैं कि वो जल्दी कीवर्ड जो है हमारा रैंक हो जाएगा। और अगर इसके बीच में है ये नंबर्स, मतलब ये रेशियो जो है 0.25 से 1 के बीच में है तो माइट वर्क, 50-50 चांसेस हैं। और अगर एक से ज़्यादा कीवर्ड गोल्डन रेशियो तो उस पर्टिकुलर केस में हमें उस लॉन्ग टेल कीवर्ड को इग्नोर करना चाहिए, वहां पर चांसेस कम हैं कि हमारा जो वेब पेज है या वेबसाइट है वो रैंक हो। तो अब कीवर्ड गोल्डन रेशियो का मतलब क्या हुआ, यहां पर नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ऑल इन टाइटल का जो नंबर है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मेरा जो कीवर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो अगर मैं ये मान के चलूं विच इज बेस्ट लाइट फॉर स्टूडियो, ये मेरा जो है कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूं, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर इस कीवर्ड के लिए आपको कितने रिजल्ट दिख रहे हैं, इतने सारे रिजल्ट दिख रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन टाइटल ये कीवर्ड कहां कहां है। तो मैं ये मेंशन कर देता हूं। अब देखो आपको यहां पर इतने रिजल्ट्स दिख रहे हैं, फाइन। तो ये क्या चीज हो गई, ये जो हमारा कीवर्ड है ये हो गया इसके इन टाइटल रिजल्ट्स, हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के
इन टाइटल रिजल्ट्स हो गए। अब हमें मेक श्योर करना है कि ये वाला जो हमारा इन टाइटल वाला कीवर्ड है, इसका जो सर्च वॉल्यूम हो वो 250 से नीचे हो। तो हम लोग यहाँ पर एक शीट बनाकर रखेंगे, यहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स रखेंगे। जैसे ये हो गया हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड 1 हो गया, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड 1 हो गया, और मान के चलते हैं ऑल इन टाइटल रिजल्ट जो है वो, अगर हम लोग केवल एग्जाम्पल मान के चलें ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स का, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि वो आ रहे हैं हमारे 25 लेट से, ठीक है। और जो हमारा सर्च वॉल्यूम है वो है 250, ठीक है। तो अगर आप देखो तो गोल्डन जो रेशियो हमारा वो कितना बन रहा है 0.1। किस तरीके से हमने निकाला इसको, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स डिवाइडेड बाई मंथली सर्चेस का जो वॉल्यूम है एवरेज मंथली सर्चेस का, उसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इतना हो गया। इसी तरीके से अगर ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स लेट से 50 होते और यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है लेट से वो 240 होता, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा कीवर्ड गोल्डन रेशियो था वो 0.20 था, और मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है कि 0.25 से नीचे में रेड होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स लेट से यहाँ पर जो हमारे ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स हैं वो अगर हमारे यहाँ पर हो जाते हैं लेट से 20, और जो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है वो होता है यहाँ पर 100, तो इस पर्टिकुलर केस में जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो जो रिजल्ट है 0.2 का आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग इसको 30 कर दें तो रिजल्ट 0.3 हो जा रहा है, ठीक है। तो 0.25 तक मैंने ग्रीन रखा था, 0.3 में ये हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग इसको 50 कर दें तो आप देख सकते हो ये 0.5 हो गया, ठीक है। अगर मुझे 1 से ऊपर करना होगा तो ऑल इन टाइटल रिजल्ट अगर लेट से 200 हो जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो ये जो कीवर्ड गोल्डन रेशियो इस बार 2 हो रहा है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है कि 2 अगर कीवर्ड गोल्डन रेशियो हो रहा है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। तो जो कीवर्ड सिलेक्शन का मेथड है वो कहां पर लाई करता है, वो जो यहां पर आपको चीजें दी हुई हैं उसको आपको फॉलो करना है। मैंने बस आपको समझाने के लिए बस मैंने उसको एक्सेल शीट में मेंशन कर दिया, बट फॉर्मूला जो है वो यही यूज हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि 250 से नीचे ही क्यों, आखिर जो कीवर्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम 250 से नीचे ही क्यों होना चाहिए। देखो इस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां मान के चलते हैं कि जो हमारा सर्च वॉल्यूम है लेट्स से वो 4000 है, और जो हमारे इन टाइटल रिजल्ट्स हैं वो 1000 है, ठीक है। तो अब देखो सर्च वॉल्यूम यहाँ पर हमारी जो थ्योरी थी ना उससे ज्यादा है, 250 हमने मान के रखा था, 250 से ज्यादा है। तो ऐसे में जो हमारा KGR है वो 0.25 तो आ रहा है, जो हमारा कीवर्ड गोल्डन रेशियो 0.25 तो आ रहा है। बट यहाँ पर देखो जो ये सर्च वॉल्यूम है ना ये काफी हाई है, 4000 का सर्च वॉल्यूम है। तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डिस्पाइट यहां पर KGR की वैल्यू आपको 0.25 दिख रही है, बट उस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस कीवर्ड को, जिसका आपने KGR निकाला, इस कीवर्ड को लेकर जाते हैं, इस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखते हैं और इसको रैंक कराने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो कीवर्ड रैंक ना हो। तो क्या KGR गलत था? नहीं, हमने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जो कि हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाली कंडीशन थी कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है 250 से नीचे होना चाहिए। इसलिए KGR जो है वो रेंज में आने के बाद भी हमारी वेबसाइट नहीं रैंक होगी, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रही होंगी और हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड बन जाने की वजह से आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मॉडल ये किस तरीके से बनाया गया है कि आपको जो सर्च वॉल्यूम रखना है वो 250 के अंडर ही रखना है। आपको जो आपका सर्च वॉल्यूम है 250 के अंडर ही रहना चाहिए। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड गोल्डन रेशियो क्या है। एक्स रोबोट्स डायरेक्टिव्स, गाइस टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गाइस जब कभी भी हम लोग को ना अपने वेब पेज को नो इंडेक्स करना होता है तो हमें पता है कि हमें मेटा रोबोट्स नो इंडेक्स टैग जो है अपने वेबसाइट के कोड में यूज करना होता है, या उस पर्टिकुलर पेज के कोड में हमें यूज करना होता है। मैं यहां पर दिखा भी दूंगा कि वो सिंटेक्स जो है मेटा रोबोट्स नो इंडेक्स टैग का वो किस तरीके का दिखता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप अपने वेब पेज के ऊपर जो है वो यूज कर लेते हैं तो वो वाला जो आपका पर्टिकुलर वेब पेज है वो नो इंडेक्स हो जाता है। इसी को हम लोग और आसान भाषा में नो इंडेक्स टैग बोलते हैं कि नो इंडेक्स टैग को यूज कर लिया जाए। जनरली ये टैग जो है लैंडिंग पेजेस के ऊपर काफी यूज होता है, क्योंकि लैंडिंग पेज को हम इंडेक्स नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उसका पर्पस केवल एड्स रन करने के लिए होता है। हम नहीं चाहते हैं कि गूगल उसको इंडेक्स करे, फाइन। तो नो इंडेक्स टैग का इसलिए यूज किया जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं। मान के चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है, .doc करके कोई URL बन रहा है, या .pdf करके कोई URL बन रहा है, और अगर आप ये चाहते हो कि वो URL इंडेक्स ना हो तो आप बोलोगे सर आसान है, नो इंडेक्स टैग लगा देंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, जो PDF फाइल होती है ना, वो एक फाइल है, उसके कोड को एक्सेस करके आप
जो है वहां पर नो इंडेक्स टैग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वहां पर कोड ही नहीं है, वो तो एक फाइल है। तो एज सच उस पर्टिकुलर फाइल का कोड इंडेक्स करके आप वहां पर नो इंडेक्स टैग नहीं लगा सकते। तो ऐसे में हमारी हेल्प करते हैं एक्स रोबोट्स डायरेक्टिव्स। फाइन। तो गाइस सबसे पहले जैसे यहां पर आप देखो, विद मेटा रोबोट्स टैग यू कैन रियली प्रिवेंट सर्च इंजन फ्रॉम शोइंग पेजेस यू वांट टू कीप आउट ऑफ द सर्च रिजल्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। द सेम रिजल्ट कैन बी अचीव्ड विद एक्स रोबोट्स टैग HTTP हेडर। फाइन। X robots tag gives you more flexibility by also allowing you to control how specific file types are indexed। अब आप बोलोगे कि सर ये जो टैग है ये अब किस तरीके से लगेगा, जब आप बोल रहे हो कि .doc का जो है वो कोड हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे, या .pdf वाले URL का कोड नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ये लगते हैं हमारे सर्वर साइड, या फिर और आसान भाषा में अगर आपने समझना है तो आप समझ जाएं .htaccess फाइल के अंदर इन कोड्स को यूज किया जाएगा। मैं पहले आपको सिंटेक्स दिखा देता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि सर्वर पे किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि .htaccess फाइल के अंदर हम लोग इस टाइप से इसको यूज करेंगे। अगर हमें फाइल मैच टाइप .doc, और ये आप दिख रहा है ना, इस टाइप से हमें URL को यूज करना है यहां पर। और अगर हमें दो टाइप की फाइल्स को नो इंडेक्स करना है तो फिर हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं। .doc हो गया, और यहां पर जो है वो लाइन पाइपलाइन यूज करके, पाइपलाइन सिंबल यूज करके PDF और फिर $, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। हेडर सेट एक्स रोबोट स्टैक, नो इंडेक्स, नो आर्काइव। बात समझ में आ गई कि किस तरीके से नो स्निपेट किस तरीके से यूज होगा। तो ये इसका सिंटेक्स, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना गूगल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उस पर भी आपको इसका सिंटेक्स मिल जाएगा। मैं जल्दी से आपको जो है होस्टिंग में जाकर दिखा देता हूं .htaccess फाइल आपको कहां देखने को मिलती है। तो गाइस यहां पर हम लोग हमारी वेबसाइट की होस्टिंग पे आ चुके हैं, जो हमारी डेमो वेबसाइट है, और हमें जाना है फाइल मैनेजर के ऊपर। हमें बेसिकली .htaccess फाइल के ऊपर जाना है, इसीलिए इसे सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि आप अपनी होस्टिंग में जाकर .htaccess फाइल के अंदर चेंजेस करते हैं। फाइन। यहां से आप पब्लिक HTML पे आ जाएं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो आपकी .htaccess की फाइल है वो आपको यहां पर दिखी। तो आपको जो फर्दर चेंजेस करने हैं वो यहां पर आकर आपको .htaccess फाइल के अंदर। ई कॉमर्स एसईओ के ऊपर बात करेंगे, तो जो कुछ आने वाले वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, इसमें हम लोग ई कॉमर्स एसईओ को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। गाइस जब कभी हम लोग ई कॉमर्स एसईओ की बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर आता है कि ई कॉमर्स एसईओ किस तरीके से जो हमारी दूसरी वेबसाइट्स होती है, जैसे सर्विस बेस्ड वेबसाइट है या हमारी ब्लॉग वेबसाइट है, उनके एसईओ अप्रोच से किस तरीके से ई कॉमर्स एसईओ जो है वो डिफरेंट है। देखो एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं, एसईओ के जो फंडामेंटल्स है ना वो नहीं बदलते हैं, जो बेसिक कोर है ना एसईओ को वो नहीं बदलता है। बट क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट एक दूसरे तरीके की वेबसाइट होती है, उसका URL स्ट्रक्चर, उसका वेबसाइट आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे में जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं या जो हमारे स्टेप्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, कुछ नई चीजें ऐड हो जाती हैं, कुछ चीजें हट जाती हैं, तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो ये चेंजेस रहते हैं बेसिकली। बट अगर आप बात करें जो कोर एसईओ है या जो एसईओ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं हिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं, कुछ लगभग हमारे पास 8-9 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम ये समझ जाएंगे कि ई कॉमर्स एसईओ किस तरीके से हमारी नॉर्मल सर्विस बेस्ड वेबसाइट या जो ब्लॉग वेबसाइट होती है उसके एसईओ से अलग है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेसिकली कि आपको ई कॉमर्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन जो पेजेस हैं जिन पे फोकस करना होता है वो होता है बेसिकली हमारा होम पेज या फिर कैटेगरी पेज। मतलब आप एसईओ करते हो होम पेज का या कैटेगरी पेज का। मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। देखो यहां पर अगर आप आ जाओ, जैसे मैं मिंत्रा के ऊपर आ जाता हूं, ये मिंत्रा का होम पेज है, तो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर पेज को रैंक करने की कोशिश करेंगे। जब मैं एसईओ करने की बात कहता हूं कि हम इस पर्टिकुलर पेज का एसईओ कर रहे हैं, विच मींस दैट कि हम कोशिश करेंगे कि ये वाला हमारा जो पेज है वो रैंक हो। तो जो हमारी ब्रांड से, जो हमारी वेबसाइट से, जो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड जो हमारे ब्रॉड कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को हम हमारे होम पेज के लिए टारगेट करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम केवल किड्स वेयर बेचते हैं और हमारी वेबसाइट किड्स वेयर की है, तो हम जो किड्स वेयर रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम हमारा जो होम पेज है वो टारगेट करेंगे। उसके बाद हो सकता है हमारे कैटेगरी पेजेस, और कैटेगरी पेजेस में ऐसे हो सकता है किड्स वेयर फॉर जो है फीमेल्स हो या किड्स वेयर फॉर मेल्स हो। तो अब किड्स वेयर फॉर मेल्स एक कैटेगरी पेज बन जाएगा, उसमें मेल्स के किड्स वेयर वाले सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो किड्स वेयर फॉर मेल्स जैसे कीवर्ड्स के ऊपर मैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी पेज को टारगेट करूँ। तो बात समझ में आ रही है कि होम पेज पे किस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है और कैटेगरी पेज के ऊपर किस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है। अब कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल अलग होती है हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उनके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीवर्ड रिसर्च का ई कॉमर्स वेबसाइट के बेसिस पे बिल्कुल अलग वीडियो आने वाला है। बहुत सारी चीजें हम लोग ये जो 8-10 वीडियोस आएंगे ई कॉमर्स रिलेटेड उसमें हम लोग सीखने वाले। बट यहाँ पर मैं आपको मोटा माटी जो डिफरेंस है जिससे आपको एक क्लियरिटी हो जाए, स्टार्टिंग में ही आपका बेस मजबूत हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ई कॉमर्स एसईओ में जो अप्रोच होती है वो किस तरीके की
रहती है। फाइन, तो ये हमारा होम पेज हो गया। उसी तरीके से मैं किड्स में जाता हूँ, किड्स में मैं यहाँ बॉयज क्लोथिंग में जाता हूँ, टी शर्ट्स पे जाता हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा एक कैटेगरी पेज है। तो ये वाला जो कैटेगरी पेज है ये बेसिकली टारगेट किया जाएगा किड्स वियर जैसे कीवर्ड्स के लिए। फाइन, किड्स वियर फॉर मेन या मेन किड्स वियर कीवर्ड्स, इस टाइप से जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बेसिस पर जो है इस पर्टिकुलर पेज को टारगेट किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर हम कैटेगरी पेज को टारगेट करेंगे, इसका एसईओ करेंगे, तो जब किसी पेज का एसईओ किया जाता है तो उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर ना कंटेंट होता है, उस कंटेंट में हम लोग कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं, H1 होता है, H2 होता है, वो सारी चीज तो यहाँ पर हमें दिख नहीं रही, आ गई कंटेंट नहीं आ तो सीधे प्रोडक्ट्स आ गए। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि आप कैटेगरी पेज को जो है वो टारगेट करेंगे, क्योंकि कैटेगरी पेज पे तो कंटेंट ही नहीं है। तो अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर, जैसे मैं नीचे आके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो क्यूट एंड कंफर्टेबल किड्स वेयर, यहाँ पर देखो बाई किड्स वेयर ऑनलाइन। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये H2 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो H2 दिख रहा है। मैं जूम करके भी अगर दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पर आपको H2 दिख रहा है। इस तरीके से जो कंटेंट है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट कि कैटेगरी पेजेस को भी टारगेट किया जाता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनका भी ऑन पेज किया जाता है। तो मेजरली आप लोग प्रोडक्ट्स पेज को टारगेट नहीं करते हैं। जैसे मैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ जाऊं, तो बेसिकली कोई भी बंदा ना इस टाइप से सर्च नहीं करेगा मैक्स, ये तो कोई सर्च करेगा नहीं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज का एसईओ नहीं हुआ है। बात समझने की कोशिश करिएगा, एसईओ होता है एक चीज और एक होता है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम किसी प्रोडक्ट पेज को टारगेट करते हैं, किसी प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट पेज का हम लोग कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, विच मीन्स दैट कि हम चाहते हैं कि अगर उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर कोई बंदा आए तो वो वहां से प्रोडक्ट को लेकर ही बाहर जाए, कन्वर्ट होकर जाए। तो हम कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो चेंजेस करने होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जैसे यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा, किस तरीके से जो इमेजेस यूज करी गई प्रोडक्ट की वो यूज करी जाएंगी, क्या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, क्या ऑफर्स लिखे जाएंगे, तो वो सारी जो चीजें हैं ना वो बेसिकली कन्वर्जन को ट्रिगर कराने के लिए यूज करी जाती हैं स्ट्रैटेजिकली। तो बेसिकली प्रोडक्ट पेजेस का हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आ सके प्रोडक्ट पेज के लिए। क्योंकि प्रोडक्ट पेज को हम रैंक कराने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कोई सर्च नहीं करेगा, फाइन। बट हाँ, कुछ केसेस में हम लोग प्रोडक्ट पेजेस को भी रैंक कराने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइकी शूज की प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो नाइकी शूज में एक जो लाइनअप है वो नाइकी रिवॉल्यूशन करके एक लाइनअप है, जिसमें बहुत सारे जो उनके शूज हैं, नाइकी रिवॉल्यूशन 3, 4, 5, 6 इस टाइप से उनके शूज आते रहते हैं। अब ये थोड़ी सी फेमस कैटेगरी है, फेमस प्रोडक्ट है नाइकी रिवॉल्यूशन, लोग इसको सर्च करते हैं। तो अगर लोग इसको सर्च करते हैं उस पर्टिकुलर केस में, अगर आप नाइकी रिवॉल्यूशन 4, 5, 6, 7 व्हाटएवर इट इज जो आप बेच रहे हैं, तो अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसका एसईओ करते हैं, ताकि वो वाला जो हमारा प्रोडक्ट पेज है वो रैंक हो सके। बट आप इसको जनरलाइज्ड वे में समझने की कोशिश करें। कोई भी पर्सन जो सर्च करता है, जिस कीवर्ड की जो सर्च टर्म्स है वो काफी हाई होंगी, वो कैसा कीवर्ड होगा, जैसे बाई शूज, बाई स्पोर्ट शूज ऑनलाइन, राइट, बाई रेड स्पोर्ट शूज ऑनलाइन। तो आप इस तरीके के कैटेगरी पेजेस बनाते हैं बेसिकली, और उन कैटेगरी पेजेस में वो सारे प्रोडक्ट्स जो है आप शो कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहां पर देख रहे थे, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि मेन फोकस जो होता है वो हमारा होम पेज एसईओ पर और कैटेगरी पेजेस के एसईओ पर होता है। प्रोडक्ट पेजेस का हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यहां पर आपको एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ द वेबसाइट, साइट की हायरार्की और यूजर का नेविगेशन, जो आप यहां पर देख रहे हो। जैसे मैं यहां पर होवर करता हूं, दिस इज बेसिकली यूजर का नेविगेशन। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऊपर का जो यूआरएल है वो किस तरीके का बन रहा है। तो साइट नेविगेशन, हायरार्की, इन सब चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत है। थर्ड जो पॉइंट है वो कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस को समझना है आपको विद रिगार्ड्स टू ई कॉमर्स एसईओ। देखिए, ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं, तो वहां पर हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पर ई कॉमर्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ध्यान रखना है कि वो बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स हों, ऐसे कीवर्ड्स हों जिनसे आपको ये समझ में आए कि यूजर की जो इंटेंट है ना वो कुछ खरीदने की है, कुछ इंफॉर्मेशन लेने की नहीं। अगर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे तो हम उनको ब्लॉग के ऊपर भेजेंगे, फिर ब्लॉग से ट्रैफिक हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे। अगर हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजने लगे ना, तो फिर प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन और इन सब चीजों की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि वहां पर तो हमें कन्वर्जन करवाना है, तो मैं प्रोडक्ट पेज के कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन पे क्यों ध्यान दूं। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कभी भी टारगेट नहीं किए जाते हैं कैटेगरी पेज के ऊपर या होम पेज के ऊपर। अगर आपको इंफॉर्मेशनल
कीवर्ड्स दिख रहे हैं इस टाइप के कि हमारी निश में, हमारी कैटेगरी में बहुत सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, तो उनके लिए आप सेपरेट तरीके से, अच्छे तरीके से आप ब्लॉग की प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, ब्लॉग के टॉपिक्स रिसर्च करें, उनके ऊपर लिखें और फिर वहां से ट्रैफिक जो है वो आप अपने डोमेन के ऊपर यानी मेन वेबसाइट के ऊपर लाने की कोशिश करें। फाइन, बट कहने का मतलब यह है कि ई कॉमर्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस होती है ये काफी एक्सक्लूसिव है, थोड़ा ध्यान देकर हमें करने की जरूरत है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे आऊं तो यहां पर यूजीसी कंटेंट जो है वो मैटर करता है। यूजीसी कंटेंट का मतलब ये हो गया रिव्यूज हो गए, टेस्टिमोनियल्स हो गए, रिव्यूज के साथ जो इमेजेस लगती हैं, रेटिंग्स हो गए, ये सारी जो चीजें हैं दीज आर यूजीसी कंटेंट। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जो कि बेसिकली आपकी नॉर्मल वेबसाइट में नहीं होती। अगर आपका सर्विस पेज है कोई या आपकी सर्विस वेबसाइट है कोई, लेट्स से अगर आप जो है कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां पर बेसिकली आप देखते हो यूजीसी कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होता, वो नॉर्मल सर्विस पेज होता है आपका। बट वहीं पर जब मैं बात करता हूँ ई कॉमर्स की तो वहां पर यूजीसी कंटेंट मैटर करता है और ये एक फैक्टर है बेसिकली कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो मैं प्रोडक्ट पेज के रेफरेंस में जब मैं बात करूंगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो रिलेटेड है स्पेसिफिक गाइडलाइंस आर देयर फॉर क्वालिटी रेटर्स इन क्वालिटी रेटर डॉक्यूमेंट फॉर ई कॉमर्स एसईओ। गाइस आपको पता होगा एक क्वालिटी रेटर डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली गूगल ने एसईओ पर्संस के लिए नहीं बनाया, क्वालिटी रेटर्स के लिए बनाया कि अगर आप किसी वेबसाइट को ऑडिट कर रहे हो, क्वालिटी रेटर्स जो होते हैं, अगर आप किसी वेबसाइट को ऑडिट कर रहे हो तो आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमारे लिए नहीं। तो अगर गूगल क्वालिटी रेटर्स को कोई गाइडलाइन दे रहा है कि आपको जो वेबसाइट को ऑडिट करना है, आपको जो वेबसाइट को देखना है, वो आप इस डॉक्यूमेंट से फॉलो करेंगे, तो बेसिकली जब वो क्वालिटी रेटर को कोई गाइडलाइन दे रहा है तो वो हमारे लिए भी तो इंपॉर्टेंट है कि एज अ वेबसाइट ओनर हम भी समझ सकें कि गूगल किस तरीके से ऑडिट करवाता है क्वालिटी रेटर्स से। फाइन, तो वो हमें भी हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम क्वालिटी रेटर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर एसईओ ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत ही अलग अलग गाइडलाइंस, मतलब गूगल भी ये मान के चलता है कि ई कॉमर्स एसईओ के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस मिलेंगी जो केवल ई कॉमर्स एसईओ स्पेसिफिक है, जिससे प्रूव होता है कि ई कॉमर्स एसईओ में आपको कुछ और एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है। सिक्स पॉइंट इज बेसिकली SEO optimization as well as conversion optimization is required in e-commerce। जैसे मैंने आपको बताया SEO optimization बेसिकली आप होम पेज और जो आपके कैटेगरी पेज है उसके लिए करते हैं। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का जो मेन काम है वो बेसिकली आप लोग प्रोडक्ट पेजेस के लिए करते हैं ताकि वहां से कुछ कन्वर्शंस आ सके। सेवेंथ जो पॉइंट है वो कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट इमेजेस का ऑप्टिमाइजेशन। फाइन, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक एसईओ की गाइडलाइंस है, जो बेसिक एसईओ के फंडामेंटल्स है वो नहीं बदलते हैं, बट हाँ थोड़ा सा लिखने का तरीका जरूर बदल जाता है कि आपको किस तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और ये सारी चीजें जो है लिखनी है ई कॉमर्स एसईओ के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट पेजेस के लिए भी और एज वेल एज कैटेगरी पेजेस के लिए भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं नाइन्थ पॉइंट की, तो आपको ये समझना है कि जैसे आपकी नॉर्मल वेबसाइट होती है, आप गूगल को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए आप वहां पर स्कीमा डेटा को यूज करते हैं, स्कीमा मार्कअप को यूज करते हैं। उसी तरीके से ई कॉमर्स स्पेसिफिक भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से स्कीमा मार्कअप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिव्यूज आप यूज कर सकते हैं, साइट लिंक यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ब्रेड कम्स यूज कर सकते हैं। तो इनको किस तरीके से किस पेज के ऊपर लगाना है ये आपको समझना है। तो ये बेसिकली आपको केवल समझाने के लिए था कि यस ई कॉमर्स एसईओ में कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स, कुछ प्रोसेसेस डिफरेंट है हमारे नॉर्मल एसईओ से, बट एसईओ के जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं चेंज होते हैं, वो फंडामेंटल सेम रहते हैं, बट द वे यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दोज थिंग्स इन ई कॉमर्स एसईओ विल चेंज। तो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यस ई कॉमर्स एसईओ इंप्लीमेंटेशन इज लिटिल डिफरेंट देन नॉर्मल वेबसाइट का जो हम लोग एसईओ करते हैं, और काफी डिटेल में आगे वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके सारी चीजों को समझने वाले हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शंस जो है वो किस तरीके से आप लगाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, स्कीमा मार्कअप किस तरीके से सेटअप करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। कीवर्ड रिसर्च फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स में कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, या फिर जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना उसकी हायरार्की। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट में क्या होगा, सबसे पहले तो एक होम पेज होगा, और उस होम पेज में जो नेविगेशन मेन्यू होता है उसमें हो सकता है कैटेगरीज हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट शूज की है
तो हो सकता है स्पोर्ट्स शूज की एक अलग कैटेगरी हो, उसके बाद फॉर्मल शूज की एक अलग कैटेगरी हो, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आपकी किड्स शूज की हो, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि किड्स शूज के अंदर भी आपके पास फिर सब कैटेगरीज हो, मेन और वुमेन के लिए हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपकी वेबसाइट लेट्स से शूज की है तो सबसे पहले जो मेन कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है वो मेन और वुमेन की कैटेगरी देखने को मिलती है, सबसे पहले जो मेन कैटेगरी है, ठीक है। और उसके बाद मेन के अंदर आपको फर्दर सब कैटेगरीज देखने को मिलती है। तो आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से यूआरएल वाइज बन रही है। मैं यहां पर एग्जांपल केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ऐसा कुछ बन रहा है, जैसे a.com/ अगर आप मेन वाली कैटेगरी के ऊपर जा रहे हो तो मेन, और उसके बाद फिर सब कैटेगरी है। तो यहां पर मेन में हो गए हमारे फॉर्मल शूज, ठीक है, एक ये हमारी सब कैटेगरी हो गई। फिर यहां पर मेन के अंदर हो गए हमारे यहां पर स्पोर्ट्स शूज, ये हमारी एक सब कैटेगरी हो गई। तो आपको सबसे पहले इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बना हुआ है। जब आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ है और उनमें होम पेज, कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज कौन कौन से, जब आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी तो आपके सामने पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी कि भाई हमारे पास ये कैटेगरी पेजेस है। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज का, मॉड्यूल का, जहां पर हम लोग ई कॉमर्स एसईओ के बारे में बात करें, वहां मैंने आपको बताया था कि दो चीजों का आपको खासा ध्यान रखना है। एक तो पहली चीज ये कि आप जब भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे आप देखेंगे कि उन कीवर्ड का जो इंटेंट है वो बाइंग इंटेंट हो, जैसे बाई शूज, ठीक है, इस टाइप से जो है कीवर्ड्स यूज किए जाएं, इस टाइप से ही कीवर्ड्स आप रिसर्च करें और उन्हीं को यूज करें ताकि आप के उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना लोग खरीदें, आपके वेब पेज के ऊपर आए और फिर खरीदें। तो आप कोशिश करें कि बाइंग इंटेंट वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट, एक तो ये मैंने बताया था। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यहां पर आप लोग होम पेज और कैटेगरी पेज को टारगेट करते हैं। तो पहले ये तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जिस तरीके से उन प्रोडक्ट्स के अराउंड सर्चेस होती हैं, क्या उसके हिसाब से मेरा कोई कैटेगरी पेज बना भी है या नहीं बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्मल शूज बेचते भी हैं और आपने रिसर्च भी किया कि फॉर्मल शूज वाले जो कीवर्ड्स हैं ना ये बहुत ज्यादा सर्च भी हो रहे हैं, ये आपने रिसर्च भी कर लिया टूल के थ्रू, बट जब आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं तो आप देखते हैं कि स्पेसिफिकली फॉर्मल शूज का आपने कोई अलग से कैटेगरी पेज बनाया ही नहीं। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने से भी पहले आपको एक बार अपने जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नजर डालनी होती है, और वेबसाइट के स्ट्रक्चर में स्पेशली कैटेगरी पेज में आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो कैटेगरी पेज आप बना रहे हैं ना इसका ही आपको एसईओ करना है। तो आप ध्यान दें कि इस कैटेगरी पेज के ऊपर जिस भी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को या जिस भी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको कीवर्ड जो है वो रिसर्च करने। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं ये चीज। अब जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो पेपर फ्राई की वेबसाइट आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। अब पेपर फ्राई की वेबसाइट में अगर मैं होम पेज के ऊपर आता हूं, दिस इज द होम पेज, और अगर आप यहां पर देखो तो स्टोरेज इज व्हाट, स्टोरेज इज बेसिकली अ कैटेगरी, बट उसके अंदर अगर आप आओगे तो स्टोरेज के अंदर वार्डरोब्स हैं, ठीक है, यहां पर फिर कैबिनेट्स हैं, शू रैक्स हैं, बुक शेल्फ्स हैं, वॉल शेल्फ्स हैं। तो ये क्या हो गया, बेसिकली हमारी सब कैटेगरीज हो गई। या डाइनिंग पे अगर हम आ जाए तो डाइनिंग में अगर आप देखोगे तो ये डाइनिंग हमारी कैटेगरी हो गई, फिर ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सब कैटेगरी पेजेस हो गए। इसी तरीके से अगर मैं कारपेट पे आता हूं तो यहां पर आप देखो रनर्स, कारपेट्स, तो ये कारपेट एक मेन कैटेगरी वाला पेज हमारा हो गया, फिर उसके अंदर हमारे सब कैटेगरीज हो गए। अब जरा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करो। जैसे मैं अगर यहां पर आ जाता हूं लाइटिंग पे, तो जब मैं इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आता हूं तो आप देखो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग है। ये डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कि लाइटिंग स्टडी टेबल के लिए लाइटिंग है, ठीक है, लिविंग रूम के लिए चाहिए, हमें रेस्टोरेंट के लिए लाइटिंग चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, स्टडी पर्पस के लिए लाइटिंग चाहिए, किस पर्पस के लिए हमें लाइटिंग चाहिए वो हमें डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। जनरली ये वाला जो पेज है ये किस चीज को टारगेट कर रहा है, सिंपली लाइटिंग को टारगेट कर रहा है, किसी भी टाइप की वो लाइटिंग हो सकती है। तो ये हमारा कैटेगरी पेज हो गया। तो अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल शूज आप बेचते हो और आप 10 तरीके के शूज बेचते हो, तो पहला जो कैटेगरी हुई वो शूज हो गई। अगर आप शूज बेच रहे हो और शूज के साथ अगर टी शर्ट्स भी बेच रहे हो तो एक कैटेगरी आपकी शूज की हो गई और दूसरी कैटेगरी आपकी टी शर्ट्स की हो जाएगी, ठीक है। होम पेज के ऊपर आप शूज भी मेंशन करोगे, टी शर्ट भी मेंशन करोगे। अब टी शर्ट्स में लेट से 2 सब कैटेगरीज आप जो है वो बेचते हैं, जैसे फुल स्लीव्स टी शर्ट्स भी आप बेच रहे हैं और हाफ स्लीव्स की जो टी शर्ट्स है वो भी आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप उन दोनों की क्या करेंगे, सब कैटेगरीज बना देंगे। तो जो फुल स्लीव्स वाली हमारी कैटेगरी होगी, फिर आप इस चीज की रिसर्च करेंगे कि फुल स्लीव से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना वो सर्च हो रहे हैं, यानी आप
जो भी आप कीवर्ड रिसर्च का टूल जो है वो यूज करना चाहे कर सकते हैं। आप सेमरश करना चाहे, एचरेफ करना चाहे, उबर सजेस्ट करना चाहे, गूगल कीवर्ड प्लानर करना चाहे, जो भी आप टूल यूज करना चाहते हैं कीवर्ड्स के आइडियाज को लेने के लिए, वो टूल आप यूज कर सकते हैं जस्ट टू गेट द आइडिया कि भाई जो चीज हम बेच रहे हैं और जिस चीज को हमने कैटेगरी पेज में शो करा के रखा है, आखिर उस चीज की सर्चेस हो भी रही हैं या नहीं, अगर हो रही हैं तो कितनी हो रही हैं। ठीक है, फिर वो एक अलग बात होती है कि जब हम वहां पर कुछ अपना कीवर्ड जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे हमने एक कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिया फॉर्मल शूज या बाई फॉर्मल शूज, हमें समझ में आ गया कि ये हमारा जो है वो एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, ये तगड़ा कीवर्ड है, इसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है, बाई फॉर्मल शूज। तो वो एक अलग फिर प्रोसेस हो जाती है कि बाई फॉर्मल शूज डाल के फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, फिर उनको एज अ कॉम्पिटिटर, फिर उनकी कॉम्पिटिटर रिसर्च हम लोग करते हैं, तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो गई। बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए हमसे कि कैटेगरी पेज हम ठीक तरीके से ना बनाएं, या जिस तरीके से एसईओ के हिसाब से हमारे कैटेगरी पेजेस बनने चाहिए थे उस तरीके से ना बने। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरी पेजेस बड़े सॉलिड तरीके से बने हैं। जैसे लाइटिंग की मैंने बात करी, तो ये वाला पेज अब मेरे को आप बताओ किस टाइप के कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज होगा। बस सिंपली बाई लैम्प्स और लाइटिंग्स के लिए होगा, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स जो थोड़े से जनरलाइज्ड है, कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने रिसर्च करी होगी और इनको लगा होगा कि भाई इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं, इस टाइप की जो क्वेरीज है ना, इनके ऊपर तो बहुत ही तगड़ा सर्च वॉल्यूम है, तो इन्होंने एक पेज उसका बना दिया और अपने जो भी कैटेगरी वाले फर्दर सब कैटेगरी वाले जो भी पेजेस थे उनको यहां मेंशन कर दिए। ठीक है, तो जैसे मैं अगर यहां पर आ जाऊं सीलिंग लाइट्स पे, तो अब ये क्या है, ये एक तरीके का लाइटिंग के अंदर अगर आप देखो तो सीलिंग लाइट्स बेसिकली, अगर मैं लाइटिंग के अंदर आ जाऊं और सीलिंग लाइट्स पे मैं जाता हूं यहां पर, तो दिस इज बेसिकली अ सब कैटेगरी पेज। ठीक है, और उसके अंदर भी एक सब कैटेगरी पेज है, मैं इसको भी पैरेलली ओपन कर देता हूं। तो ये वाला जो हमारा पेज है ये सीलिंग लाइट वाला पेज है, और अगर आप इसको ध्यान से इस पेज को देखेंगे, ऑडिट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला पेज बेसिकली सीलिंग लाइट कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज है। जैसे यहां पर दिखा देता हूं, बाय सीलिंग लाइट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, तो ये देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे सीलिंग लाइट्स ऑनलाइन, बाय सीलिंग लाइट्स ऑनलाइन, बाय सीलिंग लाइट्स इन इंडिया, बेस्ट सीलिंग लाइट्स इन इंडिया, देख रहे हो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के बन रहे हैं। तो अगर आप ये वाला जो कीवर्ड है इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली इंटेंट क्लियर हो रही है कि ये पेज किस चीज के लिए बनाया गया। यहां पर देखो सीलिंग लाइट्स अवेलेबल, ठीक है, यहां पर देखो सीलिंग लाइट्स अवेलेबल, तो बेसिकली ये वाला जो पेज है ये स्पेसिफिकली सीलिंग लाइट्स के लिए बनाया गया। अब इस बात को ध्यान से समझो। अब आप कहोगे मैं तो पेपर फ्राई का मॉडल जो है कॉपी कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्या आपके पास इतनी प्रोडक्ट रेंज है? क्या इस टाइप की प्रोडक्ट रेंज है आपके पास? क्या आपके पास इतनी कैटेगरीज हैं, इतनी कैटेगरीज ऑफ लाइट्स हैं, जैसे टेबल लैंप है, वॉल लाइट्स हैं, यहां पर आउटडोर लाइट्स। अब मैं आउटडोर लाइट्स पे जाता हूं। अब आउटडोर लाइट्स पे अगर मैं गया और मैं देखता हूं, तो ये बेसिकली हम लोग कहां पर आ गए हैं, आउटडोर लाइट्स में। ये एक तरीके का कैटेगरी पेज है और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो आप देख रहे हो वो आपको यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊं, क्योंकि ये कैटेगरी पेज है, तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि इस कैटेगरी पेज का ऑप्टिमाइजेशन जरूर हुआ होगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं नीचे आ जाता हूं इसी बात पे। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊंगा तो आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, बाई आउटडोर लाइट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, आउटडोर स्पेसेस विद आउटडोर लाइट्स। तो आप देखोगे तो ये वाला पेज जो है ना वो आउटडोर लाइट्स जैसे कीवर्ड से भरा होगा, क्योंकि ये उसका प्राइमरी कीवर्ड होगा इस पर्टिकुलर पेज के लिए, कैटेगरी पेज के लिए, और इससे मिलते जुलते भी और जो कीवर्ड्स हैं उनके लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया होगा। सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होंगे या एलएसआई जो कीवर्ड्स होंगे उनको भी टारगेट किया होगा। बट मेजर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये डिसीजन कैसे हुआ? ये डिसीजन हुआ कि भाई हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। अब अगर कोई एक नई लाइट की लाइनअप ये इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहां पर आ जाता हूं, ठीक है, ये लाइटिंग है जैसे, ठीक है, ये तो हम लोगों ने फर्दर जो और एक और सब कैटेगरी खोल दी थी उसका है। अगर मैं लाइटिंग पे वापस आऊं, अब यहां पर कहीं पर भी, यहां किड्स लाइटिंग तो दिख रही है, बट यहां पर कहीं भी स्टडी लैंप नहीं दिख रही। मे बी टेबल लैंप इज बेसिकली स्टडी लैंप। अच्छा ये देखो यहां पर है, ठीक है, तो टेबल लैंप के अंदर स्टडी लैंप है। अब देखो यहां से देखो कैसे पर्पस सॉल्व हो रहा है। अगर जनरल कीवर्ड केवल टेबल लैंप है, उसके लिए भाई साहब ये पेज रहा, इसके ऊपर सारी टेबल लैंप्स है। बट अगर कोई पर्सन और स्पेसिफिक हो रहा है और स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर सर्च कर रहा है, जैसे स्टडी टेबल, स्टडी लैंप्स, ठीक है, जैसे यहां पर टेबल लैंप्स के अंदर स्टडी लैंप्स था, स्टडी लैंप्स, नाइट लैंप्स, ऐसे और स्पेसिफिक लैंप्स को सर्च करा, तो उसके लिए इन्होंने डिफरेंट क्या बनाया, क्या प्रोडक्ट पेज बनाया है डिफरेंट? नहीं, कैटेगरी पेज बनाया। तो अगर मैं इसको ओपन करूं यहां पर लाइट्स वाले को, नाइट लैंप्स को, तो फिर से मैं करके दिखा देता हूं आपको यहां पर। ठीक है, अगर आप नीचे आओगे यहां पर, तो जैसे ये वाला जो आप देखोगे, अगर कीवर्ड को ध्यान से
ठीक है, जो हमारा नाइट लैम्प का था। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इन्होंने टेबल लैम्प के लिए ऑप्टिमाइज किया है, बट यहाँ पर ये टेबल लैम्प वाला है, ठीक है। अगर हम नाइट लैम्प वाले पे जाएंगे, जैसे इसके नीचे इन्होंने नाइट लैम्प भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये टेबल लैम्प के लिए जो है ये वाला ऑप्टिमाइज है। अगर मैं ऊपर देखूं तो ये वाला पेज भी टेबल लैम्प के लिए ऑप्टिमाइज। ऊपर देख लेते हैं हम लोग एक बार, सबसे ऊपर आके। नहीं, यहाँ पर नाइट लैम्प है, बट एक्चुअली इन्होंने टेबल लैम्प, और हो सकता है उसके बीच में कंटेंट के बीच में इन्होंने कहीं पर भी नाइट लैम्प भी मेंशन किया। बट मोटी मोटी बात क्या है कि देखो, दोनों तरीकों से हो सकता है। एक तो हमें स्टार्टिंग में ये पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स लाइनअप क्या है, और हमने हमारी वेबसाइट बना दी, तो हम अपनी वेबसाइट का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरी टेबल लैम्प वाली सब कैटेगरी हो गई, ये मेरी स्टडी लैम्प वाली सब कैटेगरी हो गई, ये मेरी डेकोरेटिव लैम्प्स वाली सब कैटेगरी हो गई, ये मेरी दूसरे टाइप की लाइटिंग वाली सब कैटेगरी हो गई। तो इसके बेसिस पे अब मैं गया अपने कीवर्ड रिसर्च के टूल में, और वहां पर मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। दिस इज वन वे। दूसरा जो तरीका है, जो मैंने भी कई बार जो है वो एक्सपीरियंस किया है, वो ये है, कई बार जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो जैसे मैंने स्टडी टेबल जो है, स्टडी लैम्प बेसिकली उसके कीवर्ड की मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो रिसर्च करते करते कई बार मुझे कुछ नया कीवर्ड दिख जाता है कि अरे ये तो एक नया टाइप का कीवर्ड आ गया। अब उस टाइप के प्रोडक्ट्स भी है मेरे पास, लेकिन वो कहीं मिक्स है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि एक नया कैटेगरी पेज बना सकता हूं, और उस कैटेगरी पेज के ऊपर केवल वो वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन वाले प्रोडक्ट्स को केवल मैं डिस्प्ले करा दूंगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी पेज के ऊपर। तो आप क्या देख रहे हो, एक स्कोप और बढ़ गया, ठीक है, एक टाइप की सब कैटेगरी और बढ़ गई। तो एक स्कोप और बढ़ गया इस चीज का कि अब हम एक और एडिशनल कीवर्ड को जो है वो टारगेट कर पा रहे हैं। एक और एडिशनल कीवर्ड को, भले उसका सर्च वॉल्यूम बहुत तगड़ा ना हो, मान लिया उसका सर्च वॉल्यूम केवल 2000 है, बट पोटेंशियल हम क्यों मिस करें। अगर उसका कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम 2000 है, फिर भी ना लोगों के आने के तो चांसेस हाई हैं। और अगर हम एक एडिशनल कैटेगरी पेज बना भी देते हैं तो नुकसान क्या है। तो बात समझ में आ रही, मतलब खेल बहुत ज्यादा कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस में इस चीज को समझने का है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। और अगर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके मैं बता रहा हूं, तो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम आप ऐसे एडिशनल पेजेस, स्पेशली कैटेगरी पेजेस आप बनाओ, जिनके थ्रू आप कुछ कीवर्ड्स को टारगेट कर सकें, या जो भी कीवर्ड्स आप ला रहे हैं उसको टारगेट कर सकें। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट पेज का क्यों नहीं करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट उठा लीजिए सर, इसका भी एसईओ करते हैं। अब आपको ध्यान से समझो, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये नाम है, कोई ऐसे सर्च करता है क्या, बीच शेड टेबल लैम्प विद ग्लास बेस, ऐसे नहीं सर्च करता है कोई, राइट। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं और प्रैक्टिकल अगर आपको दिखाऊं, तो मैं यहां पर सीधे टेबल लैम्प्स डालता हूं, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड, मान के चलते हैं मैं एक यूजर की तरीके से ही जाता हूं और मैं बाई टेबल लैम्प यहां पर मेंशन कर देता हूं। जब मैं बाई टेबल लैम्प पे जाता हूं, एड्स को इग्नोर करेंगे, नीचे आएंगे, पेपर फ्राई है, पेपर फ्राई ही आ गया, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेंगे, वुडन स्ट्रीट को भी ओपन कर लेंगे हम लोग, अर्बन लैडर को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और मिंत्रा को भी ओपन कर लेते हैं। मैं केवल ये दिखाना चाहता हूं आपको, इवन अमेजॉन को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। मैं केवल ये समझाना चाहता हूं आपको कि देखो मैंने एक कीवर्ड डाला, ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट पेज का एसईओ करना चाहिए, तो फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट पेज यहां पर टॉप 10 में रैंक होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग, यहां पर आते हैं पेपर फ्राई पे, आप देखो यहां पर टेबल लैम्प्स वाला कैटेगरी पेज है, यहां पे आ जाओ, यहां पर भी टेबल लैम्प्स वाला कैटेगरी पेज है, यहां पर आ जाओ, यहां पर भी क्या है, कोई प्रोडक्ट पेज नहीं है, यहां देखो कैटेगरी पेज है, ठीक है, और टेबल लैम्प यहां लिखा हुआ है, टेबल लैम्प यहां लिखा हुआ है, यहां कहीं भी टेबल लैम्प भरा हुआ होगा कंटेंट में। नीचे अगर इन्होंने कंटेंट डाला होगा, देखो बहुत तगड़ा कंटेंट नीचे भी पड़ा हुआ है, तो यहां पर भी अगर आप देखो तो टेबल लैम्प पड़ा हुआ है, बाई टेबल लैम्प। इधर इन्होंने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं अलॉन्ग विद प्राइजेस, तो थोड़ी सी इंटरनल लिंकिंग जो है वो भी यहां पर की गई है। तो दिस इज बेसिकली हाउ द कीवर्ड्स एंड द कैटेगरी पेजेस आर मैप्ड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मिंत्रा पे भी आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, अगर आप मिंत्रा पे आ जाओ तो यहां पर भी देख लो, मिंत्रा में भी आके कि टेबल लैम्प्स वाला जो कैटेगरी पेज है वही रैंक हो रहा है, और नीचे टेबल लैम्प्स, ठीक है। अमेजॉन पे भी आ जाते हैं, अमेजॉन पे भी देख रहे हो आप, टेबल लैम्प्स का जो कैटेगरी पेज है वही रैंक कर रहा है। एक और चीज बताता हूं आपको मैं यहां पर, ठीक है, एक और चीज ये है कि जैसे मैं वापस आ जाऊं गूगल के ऊपर, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे नाइकी रेवोल्यूशन 6, ये शू पॉपुलर है, तो क्योंकि ये शू पॉपुलर है, लोग इस नाम से सर्च करते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स में जिनमें प्रोडक्ट की तरीके से ये ऐड होगा, प्रोडक्ट पेज की तरीके से नाइकी रेवोल्यूशन 6 होगा, उन्होंने अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन कर रखा होगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट पेजेस रैंक होंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो क्वेरी है ना वो भी प्रोडक्ट को टारगेट करके है,
तभी प्रोडक्ट पेज रैंक हो रहा है। बट यहां देखो ना, यहां जो क्वेरी है बाय टेबल लैंप को की गई है, बट ये एक जनरलाइज्ड क्वेरी है जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट नहीं कर। मैंने ऐसे क्लियर ग्लास शेड टेबल लैंप विद ब्राउन बेस ऐसे नहीं किया, बट यहां क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानता हूं तो मैंने काफी स्पेसिफिक सर्च किया। अब देखो नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, बट क्या आ रहा है ये ध्यान से समझना, कौन सा पेज रैंक हो रहा है। अगर मैं देखूं तो ये बताओ मेरे को, कैटेगरी पेज है या प्रोडक्ट पेज है? प्रोडक्ट पेज है, ये कैटेगरी पेज नहीं है। बात समझ में आ रही है? बट अगर मैं कैटेगरी पेज की बात करूं तो आप बोलोगे सर नाइकी के ही शूज का कैटेगरी पेज देखते हैं कैसे रैंक होता है। मैं दिखाता हूं आपको, नाइकी स्पोर्ट्स शूज, ये मैं डालता हूं तो ये जनरल है, लोग ऐसे सर्च करते हैं। तो इफ यू गो देयर, और अगर मैं इसको ओपन करता हूं नाइकी वाले को, तो आप देखो ये कौन सा पेज रैंक हो रहा है। बहुत सारे यहां पर शूज दिख रहे, कैटेगरी पेज है। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि कीवर्ड्स को कैटेगरी पेजेस के साथ किस तरीके से मैप करना है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो आप कीवर्ड्स को पिक कर रहे हैं वो कैटेगरी पेजेस से प्रॉपरली अलाइन हो, और अलाइन होने के पीछे एक रीजन हो। और जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे नए कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे जो बेसिकली सोर्स हो सकते हैं आपके नए कैटेगरी पेजेस या सब कैटेगरी पेजेस बनाने का। तो जितने ज्यादा आप कैटेगरी पेजेस बनाएंगे, पोटेंशियल उतना ज्यादा है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पेजेस को आप रैंक करा पाए। जैसे इस बात को समझने के लिए अगर आप ब्लॉग का भी एग्जांपल लेंगे तो भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर आप बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर रैंक करना चाहते हैं तो जितने ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर आप ब्लॉग्स लिखेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि आपके नंबर ऑफ ब्लॉग्स की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज होगी। पहले आप 10 ब्लॉग्स पे रैंक कर रहे थे, अब आपने 100 ब्लॉग्स लिख डाले तो हो सकता है 20 ब्लॉग्स के ऊपर आप रैंक करें। सिमिलरली यहां पर भी है। बट कैटेगरी पेज बनाने के लिए ये भी जरूरी है ना कि वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए हमारे पास। चलो जैसे नाइकी की वेबसाइट यहां पर ओपन है तो हम लोग इस पे ही आ जाते हैं। अब इन्होंने देखो क्या किया, मेन एंड मेन में देन इन्होंने ये तो इनका चलो क्योंकि सब कुछ बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक हो गए थे, हम लोग केवल फर्नीचर वाली वेबसाइट की बात करने लगे थे या शूज की बात करने। बट अगर आप यहां पर मेन में जाएंगे और लेट्स से अगर मैं यहां पर जाता हूं शूज में, तो आप देखो जैसे लोग लाइफस्टाइल शूज सर्च करते हैं, रनिंग शूज सर्च करते हैं, बास्केटबॉल शूज सर्च करते हैं, तो मैं बास्केटबॉल पे आता हूं। तो ये क्या है, बास्केटबॉल शूज का कैटेगरी पेज। बट प्रोवाइडेड कि बास्केटबॉल शूज एज अ कीवर्ड सर्च तो किया जाना चाहिए ना, तब तो इस वाले कैटेगरी पेज का मजा है, इसका एसईओ करने का मजा है। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है कि आपके पास बास्केटबॉल शूज हो, 50-40 बास्केटबॉल शूज हो, बट आपने एक ही कैटेगरी बना रखी केवल शूज की, और उसके बाद आपने जो कैटेगरी बनाई वो बनाई आपने स्पोर्ट्स शूज की, दैट्स इट। तो आप 2-3 पोटेंशियल मिस कर गए। एक तो जैसे बास्केटबॉल का शूज थे, उसमें 40-50 प्रोडक्ट्स थे वहां पर, बट आपने वो बनाए नहीं क्योंकि उसकी कैटेगरी नहीं है। तो उसकी कैटेगरी आप अलग से बना सकते थे, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाता। फाइन। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से इसको यूज किया जाता। तो मैं सीधे सीधे आपको क्यों नहीं बता रहा हूं कि आप सीधे सीधे कोई भी टूल खोलिए और देखिए कि बाई वाले जो कीवर्ड है उनको आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, ठीक है, और हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड को शॉर्ट लिस्ट कर लें, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट कर लें। थोड़ी सी आप जो अपने कॉम्पिटिटर है उनकी रिसर्च करके वो उनके पेजेस किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते हैं वो शॉर्ट। ये बात समझ में आती है भाई? एक अच्छे कीवर्ड की और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती कि उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और उसका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है। बस यही एक बेहतर कीवर्ड है। अगर मैं कहूं कि एक अच्छे कीवर्ड की क्या डेफिनेशन, बस सिंपल सी है कि उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और उसका जो कंपटीशन है उस कीवर्ड के ऊपर वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, ताकि आपको स्टार्टिंग में टारगेटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो कीवर्ड रिसर्च का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके बियॉन्ड कीवर्ड रिसर्च में फंडामेंटल्स में एज सच नहीं। उसके बाद हमें समझना होता है कि जो हम कीवर्ड्स ले रहे हैं उनको किन पेजेस से मैप करा। आई बिलीव क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्रोडक्ट पेज को क्यों नहीं रैंक करते? एक तो रीजन मैंने आपको ये बताया कि इतना स्पेसिफिक कोई सर्च नहीं करता। अब यहां पर क्योंकि एयर जॉर्डन के ये वाला जो हमारा सीरीज है हो सकता है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज्यादा सर्च किया जाता हो, तो ऐसे अगर प्रोडक्ट्स हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स का तो एसईओ होगा ना। आप थोड़ा सा अगर इस मॉडल के बारे में अपने पेज के ऊपर मेंशन कर देंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में, और अगर ये सर्च होता है तो ये वाला रैंक हो जाएगा। बट अगेन क्या लाइटिंग वाले में ऐसे सर्च होता है? जैसे मैंने बताया, क्योंकि लाइटिंग में क्या होगा, जैसे मैंने बताया नाइट लाइट्स, तो नाइट लाइट्स का एक कैटेगरी पेज बन गया। अब आपके पास 500 प्रोडक्ट्स हैं नाइट लाइट्स के, तो उन 500 प्रोडक्ट्स में क्या उन प्रोडक्ट के नाम के अकॉर्डिंग सर्च होता है? बहुत मुश्किल है। आई बिलीव अभी आपको चीज क्लियर हो रही होगी कि फंडामेंटल्स क्या हैं ई कॉमर्स में कीवर्ड रिसर्च करने के। कमिंग बैक, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट पेज का क्यों हम एसईओ नहीं करते, एक तो मैंने बताया आपको
कि जैसे इसका नाम जो है वो इतना स्पेसिफिक होता है कि कई बार उस नाम की सर्चेस नहीं हो रही थी। सेकंड चीज, देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पेजेस जो होते हैं, जब आप उनका एसईओ करेंगे तो एसईओ में तीनों चीज आती है। जब किसी भी पेज का आप एसईओ करते हैं तो आप टेक्निकल एसईओ भी देखते हैं, आप ऑन पेज भी देखते हैं, आप ऑफ पेज भी देखते हैं। ऑफ पेज में आप क्या करते हैं, आप बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कोई भी रीजन हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो मिल ना रहा हो, या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, या प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया हो। ऐसा हो सकता है भाई, आप 1000 तरीके के स्पोर्ट्स शूज बेचते हैं और 1000 उसमें अगर प्रोडक्ट्स आपने डाल रखे हैं तो 1000 यूआरएल्स बन जाएंगे, 1000 प्रोडक्ट्स के 1000 यूआरएल। ऐसा भी तो हो सकता है उसमें से 10 प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो गए, अब आपके पास स्टॉक नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं होता है कि स्पोर्ट्स शूज की पूरी कैटेगरी डिसकंटिन्यू हो गई हो। तो जब वो वाला 10 प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं, अब वो हो नहीं रहे, और मान के चलते जब आप उनका एसईओ करते हैं तो उनके ऊपर भी तो बैकलिंक्स बनाते हैं। तो उनके ऊपर अगर आप बैकलिंक्स बनाएंगे तो वो वाले बैकलिंक्स एक तरीके से, आप क्योंकि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करते तो वो 404 पे पॉइंट करेंगे। तो ये भी तो एक समस्या क्रिएट हो गई। और वहां पर आप एफर्ट्स क्यों डालेंगे, क्योंकि वहां तो 1000 प्रोडक्ट्स हैं। 1000 प्रोडक्ट पेजेस का जब मैं एसईओ की बात करता हूं तो खाली ऑन पेज नहीं होता है, ऑन पेज भी है, ऑफ पेज भी है, सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक और यहां से चीज निकल के आती है कि हाँ, हो सकता है ऑफ पेज के ऊपर हमें उतना ज्यादा ध्यान न देना पड़े, क्योंकि प्रोडक्ट पेज होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कीवर्ड के बेसिस पे ही उन प्रोडक्ट पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन कर दें, दैट इज ऑन पेज कर दें। और क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हो रहे होंगे जिन जो अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने की कोशिश करेंगे, वो भी उतना डीप में जाकर ऑफ पेज नहीं करेंगे, बैकलिंक्स नहीं करेंगे, तो उतना कंपटीशन नहीं होगा उस पेज के ऊपर, तो हो सकता है मैं रैंक कर जाऊं, ये भी कंडीशन बन सकती। बट अगेन ये सोचो कि कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो क्या सब प्रोडक्ट्स का ऑन पेज और ऑफ पेज कर पाना मैनुअली उतना आसान है? नहीं है। और उतना दिमाग हम क्यों लगाएंगे जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैटेगरी पेज को ही टारगेट करके बेहतरी से कर सकते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। टूल कोई भी यूज करो, फंडामेंटल्स वही रहते हैं कि हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन, बट मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से मैप करना। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहां तक वीडियो आपने देखा है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर समझ में आ गया, तो मुझे पता चले कहां तक लोग जो है इसको देख रहे हैं। तरीके से हम लोग ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपने कैटेगरी पेजेस का। अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हमें पता है वहां पर मेजरली जो हमें एसईओ करना होता है वो कैटेगरी पेजेस का करना होता है। एसईओ अगर हमें करना है किसी भी पेज का, चाहे वो कैटेगरी पेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट पेज हो, चाहे वो होम पेज हो, तो जब हम एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ का मतलब ये होता है कि हमें ऑन पेज भी करना है, ऑफ पेज भी करना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखना है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि ऑन पेजेस के किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है कैटेगरी पेजेस का एसईओ करते टाइम। तो अगर किसी को नहीं पता है कि कैटेगरी पेजेस बेसिकली क्या होते हैं तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं। यहां पर मैंने गूगल पे क्वेरी मारी हुई है, यहां पर आप देख सकते हो शूज फॉर मेन रनिंग, ठीक है। ये मैंने क्वेरी मारी हुई, तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। उनमें से मैंने एक जो रिजल्ट है उसको ओपन किया हुआ है यहां पर, जो एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर जो आप देख रहे हो, यहां पर बहुत सारे आपको जो है रनिंग शूज दिख रहे हैं। इसका यूआरएल आप देखो, मेन रनिंग शूज, और बेसिकली यही मैंने कीवर्ड भी यहां पर डाला हुआ था, देखो मेन रनिंग शूज, फाइन। उसी से मिलता जुलता बेसिकली हम लोगों ने कीवर्ड डाला हुआ था। ये वाला पेज रैंक हुआ, हमने इसको ओपन किया, तो ये वाला जो हमारा पेज है ये एक तरीके का कैटेगरी पेज है, और ये वाला पेज रैंक हुआ है। आपने देखा भी, मैंने क्वेरी मारी, ये वाला पेज रैंक हुआ। इसका मतलब इस पेज का जो एसईओ है वो किया गया है। तो आखिर हम भी हमारी वेबसाइट के जो कैटेगरी पेजेस हैं उनका एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑन पेज के जो मोटे मोटे फैक्टर होते हैं उनके बारे में हमें पता है। जैसे ऑन पेज के रिस्पेक्ट में हम लोग यूआरएल की बात करते हैं, हम हमारे टाइटल के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, हेडिंग की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट में हम लोग फिर H2 H3 हेडिंग्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ऑन पेज में आती है, जैसे स्कीमा मार्कअप को इंप्लीमेंट करना बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिगार्ड्स टू ई कॉमर्स वेबसाइट। तो स्कीमा मार्कअप को किस तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा कैटेगरी पेजेस के लिए, उसकी हम लोग बात करेंगे। बट उसको मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं कवर किया, उसको मैं अलग से वीडियो के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि वो एक सेपरेट जो है वो कंप्लीट टॉपिक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखेंगे इंटरनल लिंकिंग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपके ऑन पेज
की जो स्ट्रैटेजीज है उसी में फॉल करती है। तो जब आप कंटेंट लिखते हैं उसी के साथ साथ आप अपने दूसरे दूसरे वेब पेजेस को इंटरनल लिंक भी करते हैं, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस अगर मैं मान के चलूं, लेट से यही मैं मान लूं, मैंने बहुत सारे पेजेस यहाँ पर ओपन कर रखे हैं, मान लिया यही हमारा जो कैटेगरी पेज है ये हम मान लें, या कहीं पर भी अगर हम चले जाएं, जैसे शूज वाला कोई पेज हमें अगर दिख जाए, कैजुअल शूज वाला, हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला पेज भी एक तरीके का हमारा जो कैटेगरी पेज है वही है, फाइन। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो ये वाला भी जो हमारा पेज है वो कैटेगरी पेज ही है, फाइन। तो अब अगर मैं यूआरएल की बात करूं कि अगर आपका कोई कैटेगरी पेज है तो उसका जो यूआरएल है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो स्पोर्ट शूज, ठीक है, यहाँ पर मेन शूज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टी शर्ट्स वाले कैटेगरी पेज के ऊपर हैं तो टी शर्ट्स का आपको जो यूआरएल बनाना है कैटेगरी पेज का वो कुछ इस तरीके से बनाना है, फाइन। तो हम लोग को इस टाइप से सबसे पहले जो हमारे कैटेगरी पेज है उनके यूआरएल्स बनाने, उसके बाद मैं टाइटल के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। तो टाइटल के लिए जो पहली गाइडलाइन है वो यही है कि आपको जो कीवर्ड्स हैं वो टाइटल के अंदर यूज करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उस कैटेगरी पेज को हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं मेंस टी शर्ट ऑनलाइन कीवर्ड के ऊपर, तो मैंने प्रॉपर तरीके से देखो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, बाई मेंस टी शर्ट ऑनलाइन एट इंडियाज बेस्ट फैशन स्टोर, और उसके आगे मैं माई वेबसाइट लिख देता हूं। तो ये एक परफेक्ट टाइटल हो गया। टाइटल के जो बाकी के फंडामेंटल्स है ना, कि टाइटल की जो कैरेक्टर लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, वो अगर आप स्टार्टिंग में रखते हो तो वो बेहतर है। तो इन सब फंडामेंटल्स को आप, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो आपकी, चाहे वो आपकी नॉर्मल सर्विस वाली जो वेबसाइट हो, ठीक है, इन दोनों ही चीजों के ऊपर जो टाइटल के फंडामेंटल्स है वो नहीं बदलते हैं, वो इसी तरीके से रहेंगे जो नॉर्मल होते हैं, फाइन। तो इस तरीके से आपको टाइटल जो है वो लिखना है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक हमारा कैटेगरी पेज है जो मेंस टी शर्ट्स को ऑफर करता है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, मेंस टी शर्ट्स, बाई टी शर्ट्स फॉर मेन ऑनलाइन इन इंडिया, चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज मेंस टी शर्ट्स एट 40% ऑफ, शॉप नाउ। ये कॉल टू एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई भी पर्सन गूगल के ऊपर सर्च करेगा ना, सबसे पहले वो चीज जो देखता है वो होते हैं हमारे टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता आपकी रैंकिंग से। मतलब अगर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको स्टफ कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल आएगा, मेरे टाइटल को पढ़ेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा और डिस्क्रिप्शन में देखेगा अच्छा ये कीवर्ड है तो इसी कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक कराकर दे देगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कीवर्ड्स को डालते हो तो वो केवल एज अ हिंट एक्ट करते हैं गूगल के लिए, वो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल नहीं है, बहुत जबरदस्त सिग्नल नहीं है जिसके बेसिस पर ही जो आपका वेब पेज है या जो आपका कैटेगरी पेज है वो रैंक हो जाएगा। तो इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब किसी पर्सन को हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो दिखता है उसके बाद वो उसके ऊपर क्लिक करे या ना करे ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइन। तो अगर हमने क्लिकेबल एलिमेंट्स को नहीं यूज किया है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्पेशली क्योंकि टाइटल के अंदर आपको इतनी स्पेस मिलती नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्लिकेबल जो एलिमेंट्स है या जिनको हम लोग कॉल टू एक्शंस बोलते हैं, कॉल टू एक्शन है उनको आप यूज कर पाए, तो उतनी तो आपको जगह मिलेगी नहीं, 60-70 कैरेक्टर्स को आपको यूज करना होता है वहां पर। तो कुछ चीजें तो आप कीवर्ड्स वहां पर स्टफ कर देते हो और फिर बाकी चीजों के लिए जो कॉल टू एक्शन जैसे एलिमेंट्स हैं उसके लिए फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन का रास्ता बचता है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रॉपरली जो है वो कॉल टू एक्शन को यूज करना है। डिस्क्रिप्शन किस तरीके का होना चाहिए, देखो समझो इस बात को कि आपका पेज जिस बारे में है, ठीक है, आपका जो कैटेगरी पेज है वो जिस भी बारे में है वो चीज बस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन गिव्स हिंट टू गूगल सिस्टम दैट व्हाट दिस पेज इज ऑल अबाउट। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मेक श्योर यू हैव सीटीआर बेस्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस लाइक फ्री शिपिंग, सीओडी अगर आप ये प्रोवाइड करते हो, फ्री शिपिंग प्लस वारंटी अगर आप प्रोवाइड करते हो, अप टू 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये कभी कभी ये चीजें ना हमारी टाइटल में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैं इसको हटा देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं अप टू 50% ऑफ, ठीक है, ये भी मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आप 2-3 वेरिएशंस बना लें और उसके हिसाब से जो आपके कैटेगरी पेजेस हैं उनके टाइटल्स को आप लिखें। इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए अगर हम थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, कुछ रैंडम से कीवर्ड्स हम लोग एंटर करें गूगल के ऊपर जाकर और वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कैटेगरी पेजेस रैंक हो रहा है उनकी अगर थोड़ी सी एनालिसिस करें तो कहानी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आ जाऊं गूगल के ऊपर और मैं टाइप करता हूं लेट्स से मेंस टी शर्ट्स ऑनलाइन, ठीक है, इसी कीवर्ड को मैं टाइप करता हूं और यहां पर हम लोग अगर नीचे आए और अगर मैं देखूं तो शॉपर स्टॉप ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक वेबसाइट हमको रैंक होती हुई दिख रही है, वेबसाइट दिख रही है, मीशो दिख रहा है हमें, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इन्होंने देखो शर्ट्स फॉर मेन, जो मैंने मेन शर्ट्स की बात करी थी, ये देखो शर्ट्स फॉर मेन इन्होंने भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं मेन शर्ट्स ऑनलाइन
इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। शर्ट्स फॉर मेन, देखो कीवर्ड जैसी चीज यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो, अगर डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्होंने डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फाइन, हम लोग जरा देख लेते हैं किसी ने क्या कोई कॉल टू एक्शन वगैरह मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ये तो हमारे एक तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो साइट लिंक्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ कहीं किसी ने कॉल टू एक्शन नहीं मेंशन किया, बट यहाँ पर देखो एक एलिमेंट है, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹214, दिस यू कैन ऑल्सो यूज। जैसे यहाँ पर मैं एक और अगर वेरिएशन बनाने की बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग एट ओनली 999 या 999 ओनली या 399 वट एवर इट इज, ठीक है, वो प्राइस आप देख लीजिएगा, इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं। तो यहां से भी थोड़ा बहुत हमने कॉल टू एक्शन का एलिमेंट अगर डाल दिया तो हमारे लिए बेहतर है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा डिफरेंट चीजें आप गूगल में टाइप करें, और जब वो आप डिफरेंट चीजें गूगल के अंदर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। जब आप उन रिजल्ट्स की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से उसको यूज करना है। बट इसके लिए ये जो फंडामेंटल्स हैं ये तो क्लियर होने चाहिए। वो जो चीज आप करोगे वो केवल आपको आइडिया देगा कि हम किस तरीके से और ट्राई कर सकते हैं। फाइन, तो अभी आपको आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन को आपको किस तरीके से यूज करना। अब एक सवाल आता है, सर यूआरएल आपने बता दिया, सर टाइटल आपने बता दिया, सर आपने डिस्क्रिप्शन बता दिया, बट जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, ये वाली वेबसाइट के ऊपर, तो जैसे कि हमें भी पता है कि ऑन पेज बिना कंटेंट के तो होगा नहीं भाई। अगर हमें कहीं पर कीवर्ड्स को यूज करना है तो कंटेंट होगा तो कीवर्ड्स डालेंगे ना। तो अब यहां पर कहीं पर कंटेंट तो है ही नहीं, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है? देखो, कंटेंट आपका जनरली जो आपके ये कैटेगरी पेजेस होते हैं इनके ऊपर होता नहीं है, आपको जबरदस्ती कंटेंट डालना पड़ता है। मैं अगर नीचे आऊं तो जरा यहां पर अगर आप नजर डालेंगे, जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं, तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये जबरदस्ती का जो कंटेंट है ना वो यहां पर डाला गया है। इसी तरीके से कंटेंट की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो अगर आप मिंत्रा पे आएंगे ना तो इसका जबरदस्त एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। जैसे ये वाला मेन कैजुअल शूज है, तो बात समझ में आ जाती है कि ये वाला पेज ना मेंस कैजुअल शूज के लिए जो है ना वो ऑप्टिमाइज किया गया होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पर यूआरएल में कीवर्ड है, जिससे आपको पता चल गया, क्या H1 में भी कीवर्ड है? तो ये देख लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैजुअल शूज फॉर मेन, फ्लैट एंड कैजुअल शूज फॉर मेन। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट मारता हूं तो आप ध्यान से देखो, क्या ये H1 है? हाँ, ये H1 है। तो H1 भी हमें पता है कि H1 भी एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, और H1 के अंदर भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए, तो यहां पर भी कीवर्ड है। अब आप बोलोगे सर बाकी के जो हमारे कंटेंट है वो कहां गया? वो तो गायब हो गया, बाकी का जो कंटेंट है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ। अगर आप नीचे आओगे तो देखोगे यहां पर प्रॉपर तरीकों से कंटेंट जो है वो लिखा गया है, कैजुअल शूज फॉर मेन, कैजुअल शूज फॉर मेन। अब अगर ये H1 है हमारा जो ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है, तो ये क्या है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं एक बार। ये H2 है। नीचे आ जाते हैं, ये क्या है, जो दूसरे हमारी हेडिंग्स हैं वो क्या है? अगर आप देखो तो यहां पर मैं इसको भी इंस्पेक्ट करता हूं, जो हमारी दूसरी हेडिंग है। ये एक पैराग्राफ में डाली हुई हेडिंग है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम H3 हेडिंग भी दे सकते हैं। अगर पहले हमने H1 हेडिंग दे रखी है तो इनको भी हम H2 हेडिंग्स जो है वो दे सकते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं। तो या तो आप टॉप में डाल दो, यहां पर अगर आप डालना चाहो तो ऊपर टॉप में भी आप डाल सकते हो, बट आप बोलोगे सर टॉप में डाल देंगे तो व्यू खराब हो जाएगा। बिल्कुल व्यू खराब हो जाएगा, क्योंकि जब यूजर आपके कैटेगरी पेज के ऊपर लैंड करेगा ना, तो ऊपर बहुत सारा कंटेंट देखकर वो खुद ही जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, कितना सारा कंटेंट ऊपर टॉप में है, ठीक है। तो वो गंदा भी लगेगा थोड़ा सा। तो आपको रिकमेंडेड क्या है कि आप नीचे जो है यहाँ पर कंटेंट डालें। अब जब क्रॉलर आएगा और इस पेज को क्रॉल करेगा तो वो इस कंटेंट को भी क्रॉल करेगा, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसमें H1 क्या है, H2 क्या है। तो जो कंटेंट बेस्ड एसईओ होता है आपका, कि जो कंटेंट के अंदर आपको कीवर्ड्स डालने हैं, जो कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग करनी है आपको H1, H2, H3 के फॉर्म में, वो काम आपका यहाँ पर इस वाले कंटेंट की हेल्प से हो जाता है। तो ये आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये किया भी गया है, कैजुअल शूज है। और अगर मैं यहाँ पर सर्च भी मारता हूँ एक बार कैजुअल शूज को, तो आप देखो कितनी बार जो ये शब्द है कैजुअल शूज फॉर मेन, ये देखो कैजुअल शूज फॉर मेन, कैजुअल शूज एट मिंत्रा, फॉर मेन, फॉर मेन, फॉर मेन। ये देख लो, अगर मैं फॉर मेन ही कर दूं इसको, ये केवल आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं बता रहा हूं, 8 बार अगर आप देखो तो कैजुअल शूज फॉर मेन जो है वो यूज किया गया है। अगर 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा हुआ है यहां पर, तो 8 बार यूज किया गया है। फाइन, बात समझ रहे हो आप? अगर 500 वर्ड्स का कंटेंट यहां पर लिखा गया है फॉर एग्जांपल, तो 8 बार यूज किया गया। इसका मतलब जो अगर आप कीवर्ड की डेंसिटी निकालने की कोशिश करो तो 16% उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको आपको यूज करना है। यहाँ पर इन्होंने वीडियो भी डाला हुआ है,
और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरलिंकिंग भी कर रखी है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप दूसरे कैटेगरी पेजेस की भी इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट पेजेस की ही इंटरलिंकिंग करें, आप कैटेगरी पेजेस की भी इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इन्होंने पॉपुलर सर्चेस और दूसरे जो कैटेगरी पेजेस हैं वो डाल रखे। तो यहाँ इन्होंने कैटेगरी पेजेस डाल रखे हैं और यहाँ इन्होंने इसी से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरलिंकिंग कर रखी है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं एसईओ करने के, स्पेशली ऑन पेज एसईओ करने के, उसको इस ई कॉमर्स वेबसाइट ने बड़ी ही ध्यान से जो है वो फॉलो किया है। और वही फंडामेंटल्स मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन की हम लोगों ने बात कर ली, उसके बाद H1 का मैंने केवल यहाँ पर एग्जांपल लिखा है और जो मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में वहां पर बताया। उसी तरीके से कंटेंट की आप H2 कीवर्ड्स और जो आपके सीमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। क्रॉस इंटरनल लिंकिंग मैंने अभी बात बताई, आपको कर सकते हैं। चलो एक और वेबसाइट को देख लेते हैं। क्या सर जी ये H1 है? अब आपको इतने से आइडिया लग गया होगा, हाँ सर ये H1 होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, क्या ये H1 है? देखो ये H1 है। तो ये H1 है तो हमने किस कीवर्ड के ऊपर इसको लेकर आए हम लोग? यहाँ पर अगर देखो शूज फॉर मेन रनिंग, और ये फ्लिपकार्ट भी आ रहा था, मिंत्रा भी आ रहा था, मैंने शायद एडिडास के ऊपर क्लिक कर दिया था, तो वो आप लोग एडिडास, ये वाला देखो यहाँ पर क्लिक भी दिख रहा है आपको, तो ये हम लोगों ने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं नीचे आ जाऊं, क्या इन्होंने कोई कंटेंट लिखा हुआ है? थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आप लिखते हो तो आपका काम हो जाता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस रनिंग शूज। अब रिलेट कर पा रहे हो आप मेंस रनिंग शूज? तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, एक वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर, टू बी वेरी प्रिसाइज, एक ही H1 होना चाहिए। तो डेफिनेटली सी बात है, आंख बंद करके बता दोगे कि ये H2 होगा और ये H2 है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो देखो रनिंग स्नीकर्स, और उससे रिलेटेड जो भी इन्होंने प्राइमरी कीवर्ड जो है वो डिसाइड किया होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट जो है उसको भर रहे हैं। ठीक है, वो कंटेंट यहाँ पर डाल रहे हैं ये, तभी वो पेज जो है वो रैंक करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है फॉर कैटेगरी पेजेस। आई बिलीव आपको भी बहुत सारी चीजें विद रिगार्ड्स टू कैटेगरी पेजेस समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप लोग कैटेगरी पेज को अपने ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरीके से हम लोग हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर स्कीमा जो डेटा है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या स्कीमा मार्कअप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गाइस जब हम हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो होम पेज की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, होम पेज है, कैटेगरी पेज है एंड देन प्रोडक्ट पेज है। तो जितने भी हमारे पेजेस होते हैं हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं सबसे पहले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस के लिए हमारे पास क्या स्कोप होता है कि हम डिफरेंट स्कीमा मार्कअप्स को यूज कर सके। तो अगर मैं होम पेज की बात कर रहा हूं तो होम पेज में आप वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन वाला जो स्कीमा होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। साइट लिंक वाला जो स्कीमा होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। ब्रेड क्रम स्कीमा जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं कैटेगरी पेज की बात करूं तो कैटेगरी पेज में आप फैक्ट स्कीमा को यूज कर सकते हैं, लिस्ट आइटम स्कीमा को यूज कर सकते हैं। लिस्ट आइटम स्कीमा डेडिकेटेड होता है कैटेगरी पेज के लिए, इसको बेसिकली आप होम पेज के ऊपर नहीं यूज करते हैं। आइटम लिस्ट स्कीमा को मेजरली आप कैटेगरी पेज के लिए ही यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट पेज के रेफरेंस में, तो प्रोडक्ट पेज में आप प्रोडक्ट स्कीमा जो है उसको यूज कर सकते हैं, जहां पर प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो रिव्यू स्कीमा को आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कीमा टाइप्स हैं, जो अलग अलग टाइप के स्कीमास हैं जिनको आप अलग अलग पेजेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं थोड़ा सा प्रिसाइज होके फैक्ट स्कीमा के बारे में बात करूंगा। आगे और भी वीडियोज आएंगे जिनमें हम डिफरेंट टाइप के स्कीमास की बात करेंगे, बट अभी हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कैटेगरी पेज के ऊपर फैक्ट स्कीमा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उससे होगा क्या। फाइन, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट स्कीमा को इंप्लीमेंट करने के बाद हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में किस टाइप की लिस्टिंग देखने को मिलती है और वहां पर मुझे क्या एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने क्या किया हुआ है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने बाई बेड्स ऑनलाइन ये क्वेरी सर्च करी, बहुत सारे रिजल्ट जो है वो मुझे दिख रहे हैं। हम पेड रिजल्ट्स को इग्नोर करेंगे और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्लिपकार्ट का आपको एक रिजल्ट जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटल, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर कुछ जो है स्कीमा डेटा की वजह से रिजल्ट शो हो रहे हैं और उन्हीं में से अगर आप नीचे देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको भी समझ में आता है कि इस टाइप से अगर मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ज्यादा स्पेस घेरनी है या ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखानी, तो मुझे स्कीमा डेटा की जो हेल्प है वो लेनी
करनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर जो आपको ये रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो डेफिनेटली इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर फैक्ट स्कीमा जो है वो लगा हुआ है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो बेसिकली इस तरीके से दिखते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर कौन सा कंटेंट है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेज को आपको ब्राउज करना पड़ेगा कि क्या इस पेज के ऊपर फैक्ट डेटा का इस्तेमाल किया गया है। अगर फैक्ट डेटा का, फैक्ट इज बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एज कंटेंट भी यूज किया गया और साथ ही साथ उसके स्कीमा को भी यूज किया गया है तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर आपको इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। तो मैं इसी को ओपन करता हूँ बेड्स वाले पेज को और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर। तो ये वही वाला पेज है, ठीक है, बेड्स वाला पेज है। और यहाँ पर ऊपर देखो आप, इन्होंने ऊपर भी जो कंटेंट है वो मेंशन करके रखा हुआ है। अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, फाइन, तो नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी आपको कुछ कंटेंट देखने को मिल रहा है, बाई बेड्स ऑनलाइन। तो इन्होंने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। बट अगर आप और नीचे आओगे तो आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, क्वेश्चन एंड आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये क्या है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ही हैं। अब आप बोलोगे सर जो आप यहाँ पर मेरे को बता रहे हो, व्हाट एल्स कैन आई ऐड टू अ बेट, आप बोल रहे हो कि ये एक जो है फैक्ट स्कीमा की वजह से यहाँ पर एलिमेंट हमको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली व्हाट एल्स कैन आई ऐड टू अ बेट, ये वाला जो चीज है ये हमारी वेबसाइट पे भी प्रेजेंट होगा क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर व्हाट एल्स कैन आई ऐड टू अ बेट, ये वाला क्वेश्चन प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा क्वेश्चन है वो उठाना चाहें, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू बाई अ बेट, तो मैं ये भी देख लेता हूं, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू बाई अ बेट, ये भी यहां पर होगा, ये देख रहे हो आप। तो यहां पर जो हमारे फैक्ट दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, इन्हीं से इंफॉर्मेशन जो है वो उठ के जा रही यहां पर हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर और यहां पर ये शो हो रही है। बट नॉर्मली अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से फैक्ट मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन आंसर मेंशन कर देंगे, तो फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में मतलब यहां पर आपको इस टाइप से रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, गूगल से बताना पड़ेगा गूगल को कि देखो भैया हमारा ये वाला जो पेज है ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन एंड आंसर है। तो गूगल आकर इसको रीड तो करेगा, बट अगर हम यही इंफॉर्मेशन स्कीमा के फॉर्मेट में दे दें गूगल को, तो हाई चांसेस है वो इसको समझ के जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसमें भी वहां पर दिखा देगा इस टाइप के रिजल्ट्स। अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आपको फैक्ट जो स्कीमा है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इसको चेक करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर फैक्ट स्कीमा इंप्लीमेंट किया गया है इस पर्टिकुलर कैटेगरी पेज के ऊपर। तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं क्विकली कंट्रोल यू करूंगा, सोर्स कोड बेसिकली मैं ओपन करना चाह रहा हूँ इसका, और उसके बाद मैं यहाँ पर फैक्ट जो है वो सर्च करने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने फैक्ट सर्च किया हुआ है यहाँ पर, और फैक्ट सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और देखोगे अगर आप तो अभी आपको दिख जाएगा स्कीमा टाइप फैक्ट जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो schema.org और टाइप फैक्ट पेज लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स हमने दिए हुए उन्हीं को हमने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है फैक्ट स्कीमा के अंदर, और उसके बाद उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया इस वेबसाइट के वेब पेज के ऊपर। तो अब बात ये आती है कि सर हम किस तरीके से जनरेट करेंगे अगर हमें फैक्ट स्कीमा जनरेट करना है अपने किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पेज के लिए, जहां पर उस कैटेगरी पेज के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आंसर भी मेंशन कर रखे हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो ये काम तो आप कर लेंगे, आपका जो वेब पेज है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आप मेंशन कर लीजिए। अब इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आपको फैक्ट स्कीमा के अंदर यूज करना है। तो आप सिंपली यहाँ टाइप करिए जेनरेट फैक्ट स्कीमा, ठीक है, आप यहाँ पर टाइप कर लें। और ये टेक्निकल एसईओ वाली वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप जो है वो स्कीमास को जनरेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ फैक्ट पेज, ठीक है, मैं गॉट इट कर दूंगा इसको। और जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप मेंशन करें यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद इसका आंसर जो है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। तो मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर, ये जो हमारा आंसर है इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी करके ये भी मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जाऊंगा, तो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनको आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन और आंसर्स को आपको यहाँ पर सिंपली जो है वो ऐड कर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और इसी तरीके से मैं अगर आंसर नंबर 2 यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो भी मैं कर लूँगा क्विकली। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर वापस आते हैं और आंसर भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एक हमारा क्वेश्चन हो गया, एक हमारा आंसर हो गया, फिर हमारा एक क्वेश्चन हो गया, फिर हमारा एक आंसर हो गया, एंड सो ऑन। जितने भी हमें जरूरत होगी उतने हम लोग करते चले जाएंगे। नाउ दिस इज द कोड जिसको हमें यूज करना है। तो ये अब हमारी एक तरीके से जो हमारी स्कीमा डेटा है वो हमारी तैयार हो गई। तो हमें सिंपली इसको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद अगर आपकी जो वेबसाइट है वो लेट से अगर आपकी वेबसाइट डेवलपर ने बनाई हुई है तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये कोड डेवलपर को दे दें और बोल दें कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाकर इसको इंप्लीमेंट कर दें, ठीक है।
वर्डप्रेस के ऊपर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर वर्डप्रेस के ऊपर डायरेक्टली आप जो है वो पेज के कोड में जाकर लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी प्लगइन को यूज़ करके आप लगा सकें तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी जो प्लगइन्स हैं जो स्कीमा जनरेट करने में आपको हेल्प करती हैं, बहुत सारी प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनमें से किसी भी प्लगइन को यूज़ कर लेंगे प्लगइन स्टोर से जो है आप डाउनलोड करके, तो वो भी आपका ये काम कर देंगे। तो अभी मोटा-माटी आपको क्या समझ में आया कि किस तरीके से हम हमारे कैटेगरी पेजेस का ऑन पेज करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में भी देखने को मिले। तो उनमें से ही एक ऑप्शन है हमारा फैक स्कीमा का इम्प्लीमेंटेशन। बट फैक स्कीमा भी ऐसे ही नहीं लग जाएगा, उसके लिए फैक वाला कंटेंट भी वेब पेज के ऊपर होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इस चीज के ऊपर भी बना दूं कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से प्लगइन को यूज करके आप फैक स्कीमा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहता है। हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग हमारे प्रोडक्ट पेजेस का एसईओ कर सकते हैं। गाइस, जब हम प्रोडक्ट पेजेस के एसईओ की बात करते हैं तो केवल हमें एसईओ के ऊपर ध्यान नहीं देना है, साथ ही साथ हमें हमारे प्रोडक्ट पेज का सीआरओ जो है उसको भी कंसिडरेशन में लेना है। सीआरओ का सीधा सा मतलब होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। गाइस देखिए, एसईओ से क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो रैंक हो जाएगा। बट अगर लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं, तो भी कोई रैंकिंग का ऐसा फायदा होता नहीं है। और अगर आप किसी पर्सन को अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेकर आ गए हैं तो आप चाहेंगे ही कि वहां से सीधे सीधे जो कन्वर्जन है वो हो। फाइन, कैटेगरी पेज का पर्पस वहां पर कन्वर्जन करवाने का नहीं होता है, क्योंकि कैटेगरी पेज के ऊपर कन्वर्जन नहीं होता है। कन्वर्जन कहां होता है? प्रोडक्ट पेज के बाद होता है कन्वर्जन। फाइन, या प्रोडक्ट पेज से जो है कन्वर्जन की प्रोसेस शुरू होती है। तो मेजरली जो आपको सीआरओ का ध्यान रखना है वो कहां पर रखना है? कन्वर्जन जो आपका पेज है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट पेज है जहां से कन्वर्जन शुरू होगा वहां पर आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो इसलिए प्रोडक्ट पेज के जब हम एसईओ की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एसईओ, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा सीआरओ भी मिक्स करना पड़ेगा। फाइन, तो यहां पर आपको साथ ही साथ मैं समझा सकूं इसीलिए मैंने एक जनरल सी क्वेरी मारी थी। यहां पर रेवलॉन आईलाइनर पेन, ये मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ था और बहुत सारे रिजल्ट्स मुझे यहां पर दिख रहे थे। एक बार के लिए मैंने अमेजॉन के जो रिजल्ट्स हैं उसको इग्नोर किया हुआ है और जो रेवलॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी मैंने इग्नोर किया हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पर नाइका की वेबसाइट दिखती है। फाइन, तो पैरेलली जो भी मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पेज का सीआरओ और एसईओ कर सकते हैं, उसके रेफरेंस में हम लोग इस पेज को भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख लो इस क्वेरी के अगेंस्ट आपका जो यहां पर एसईआरपी में पेज रैंक हो रहा है उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। एंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप देखो तो यहां पर आपको कुछ जो है स्कीमा मार्कअप के भी एलिमेंट्स जो है वो दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ आपको रिच रिजल्ट्स भी जो है इस टाइप से जो स्कीमा डेटा की वजह से आपके जनरेट होने वाले हैं वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहां पर रिजल्ट हमें एसईआरपी में दिख रहा है। फाइन, अब मैं वापस आ जाता हूं यहां पर और प्रोडक्ट पेज के एसईओ करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मतलब एसईओ करने से पहले भी आपको कुछ चीजों के बारे में समझ होनी चाहिए। फाइन, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट पेज है क्या उससे रिलेटेड सर्चेस हो रही हैं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्चेस हो रही तब आप अपने प्रोडक्ट पेज का एसईओ के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत जनरल सर्च करता है, जैसे कोई सर्च करता है ब्लूटूथ हेडसेट, तो अब ब्लूटूथ हेडसेट जो वर्ड है ये किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करता है। वहीं पर मैं और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं, जैसे मैं और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता हूं एप्पल ब्लूटूथ हेडसेट 101 ब्लैक, तो यहां पर क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो क्वेरी हो रही है, जो इंटेंट है सर्च करने वाली की, वो इस टाइप की इंटेंट है कि वो बिल्कुल स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है। बट अगर वो केवल ब्लूटूथ हेडसेट सर्च करता है विच डजंट मीन कि वो स्पेसिफिक होकर एक प्रोडक्ट के बारे में सर्च करा है। तो जब कभी आपको ऐसी क्वेरीज के ऊपर रैंक करना है जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ इंक्लाइंड होती है, उस पर्टिकुलर केस में आपको अपने प्रोडक्ट पेजेस का एसईओ करने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोडक्ट पेज के एसईओ करने में प्रोडक्ट पेज रैंक होता है ना कि कैटेगरी पेज। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है कि अपन रैंक तो प्रोडक्ट पेज करा रहे हैं बट हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, कीवर्ड की जो इंटेंट हमने पकड़ ली वो कैटेगरी पेज वाली पकड़ ली। जैसे ब्लूटूथ हेडसेट मैंने एग्जांपल बताया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं स्टूडियो लाइट्स। तो अगर मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हूं कि मैं कौन सी स्टूडियो लाइट सर्च कर रहा हूं गूगल के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे गोडेक्स 60 वॉट की स्टूडियो लाइट जो है वो सर्च करनी है, तो उस पर्टिकुलर केस में ट्रैफिक हम कहां पर लेकर जाएंगे? ट्रैफिक हम लेकर जाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट पेज होगा उसके ऊपर, क्योंकि यहां पर जो सर्च करने वाला बंदा है वो काफी श्योर है कि उसको किस प्रोडक्ट को सर्च करना है।
तो ऐसे केसेस में हम हमारे प्रोडक्ट पेज को रैंक करने की कोशिश करते हैं। अब पता चला गोडक्स 60 वाट की जो लाइट है उसकी अगर सर्चेज ही नहीं है, लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है एज सच उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने का। और अगर उसकी सर्चेज बहुत ज्यादा हो नहीं रही है तो आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो भी आपका पेज जो है वो वहां पर रैंक हो जाएगा। लेकिन हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम प्रोडक्ट पेज को रैंक करा रहे हैं या हम कैटेगरी पेज को रैंक करा रहे हैं। और अगर हम कैटेगरी पेज को रैंक करा रहे हैं तो उससे के लिए जो टारगेटेड हमारे कीवर्ड्स होते हैं या क्वेरीज होती हैं वो हमारी कैटेगरी पेज से रिलेवेंट होनी चाहिए। वहीं पर जब हम प्रोडक्ट पेज के लिए कर रहे हैं तो वो क्वेरीज प्रोडक्ट पेज के रिलेवेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसी चीज के ऊपर बहुत ही ध्यान से जो है रिसर्च करनी है। तो मैंने यहां पर वही पॉइंट लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स ऑफ योर प्रोडक्ट पेजेस, वेरीफाइंग देम विद डिफरेंट टूल्स कि भाई उनकी सर्चेस वगैरह हो रही या नहीं हो रही है। वट एवर टूल यू आर कंफर्टेबल विद उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊबर सजेस्ट की मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसको यूज करना चाहे तो आप उसको कर सकते हैं। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट पेजेस कॉम्पीटिंग फॉर द सेम क्वेरीज, ऐसा भी कई बार हो जाता है। मतलब आप प्रोडक्ट पेज को जिस टाइप की क्वेरीज के लिए ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें उसी टाइप की क्वेरीज के लिए आप कैटेगरी पेज को भी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। तो आप मेक श्योर करें कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस चीज को आप स्टार्टिंग में ही टेस्ट कर लें। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन डिफरेंट कैटेगरीज, ये भी मैंने कई बार देखा है कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो यूज कर देते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम आने वाली है। एक्सपायर्ड और डिसकंटिन्यूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको खासा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये पहला पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना है विद रिगार्ड्स टू हमारा ई कॉमर्स एसईओ ऑफ प्रोडक्ट पेजेस। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाऊं जो कि बेसिकली हमारे ऑन पेज एलिमेंट से रिलेटेड है, तो अगर मैं टाइटल की बात करूं तो आप फॉर्मेट कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम आपको लिखना है, मॉडल नेम है अगर तो वो लिखना है, मैन्युफैक्चरर है वो लिखना है, और आपको अपनी ब्रांड नेम या वेबसाइट जो है वो मेंशन कर देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आ जाते हैं, यहाँ पर देख लो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। रेवलॉन कलर स्टे शार्प लाइन लिक्विड आई पेन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने रेवलॉन को ब्रांड नेम को पहले कर दिया, ये भी किया जा सकता है, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर में वही सारी चीजें हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम, प्रोडक्ट की अगर कोई कैटेगरी है उसका नाम आ गया, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, और उसके बाद आपकी वेबसाइट का भी नाम आ सकता है साथ ही साथ, फाइन। तो अगर और भी आप देखेंगे तो और भी आपको एग्जांपल दिख जाएंगे, जैसे बाय रेवलॉन कलर स्टे ड्रामेटिक वियर लिक्विड आई पेन। तो देख रहे हो आप कितनी अच्छे तरीके से उसको जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया, फाइन। और ये वाली चीज यहाँ पर रैंक भी कर रही है इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर, तो हमें समझ में आना चाहिए कि इन्होंने थोड़ा सा ठीक ठाक एसईओ किया होगा तभी ये रैंक कर रहा है, फाइन। अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट डिस्क्राइबिंग मेटा डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए। जबरदस्ती की आपकी चीजें वहां पर नहीं मेंशन करनी है, एक छोटा सा कॉल टू एक्शन अगर आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन मैं आपको सीधे एग्जांपल से ही बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं, हम देखते हैं नाइका वाला ही देखते हैं, ड्रामेटिक लिक्विड आई क्लीनर दैट डिलीवर्स हाईली पिगमेंटेड जेट ब्लैक कलर, ठीक है। तो उसकी फीचर्स वगैरह को मेंशन करते हुए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्कीमा डेटा की वजह से, तो उसको एक बार के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं। इसी टाइप से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड यूआरएल होनी चाहिए आपके। तो मैं अगर इस पेज के ऊपर आ जाऊं तो आप यहाँ पर देखो ये प्रॉपर जो है इनका यूआरएल यहाँ पर है, ठीक है। प्रॉपर जो इनका प्रोडक्ट का जो नेम था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर जो यूआरएल्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। हाई क्वालिटी इमेजेस आपको यूज करनी विद प्रॉपर आल्ट टेक्स्ट। जो नॉर्मल हमारे इमेज के एसईओ के कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उन्हीं का यहाँ पर भी इस्तेमाल होना है, फाइन। उसके बाद आपको जो कंटेंट लिखना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊं तो ये तो टाइटल वाली बात हो गई। टाइटल के बाद आप यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन करते हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को मेंशन करते हैं। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को आपको प्रॉपर तरीकों से ऑर्गेनाइज करके आपको मेंशन करना है। तो थोड़ी सी हिंट मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ऐसे हेडिंग में आप लिख दो बीट्स स्टूडियो वायरलेस नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट का टाइटल होगा। उसके बाद H2 में हम लिख देंगे वायरलेस हेडफोन फीचर्स, तो उसके बाद हम उसकी फीचर्स लिख देंगे। उसके बाद H3 से छोटी वाली हेडिंग में हम आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग हमारे ब्लॉग वगैरह के कंटेंट को लिखते हैं, प्रॉपरली उनको हेडिंग्स के अंदर स्ट्रक्चर करते हैं, वही चीजें यहाँ पर भी यूज होंगी। बस यहाँ पर ये चीज प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर आ गई है, बट कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, जो लिखने का तरीका एसईओ बेस्ड वो तो वही रहता है, फाइन। तो यहाँ पर हमारा H3 आ गया वायरलेस हेडफोन साउंड, वायरलेस हेडफोन बैटरी लाइफ। इसके नीचे दो लाइन भी आप लिख सकते हो। उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आ गया। उसके बाद H2 के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है रिव्यूज फॉर बीट नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स। तो जो रिव्यूज वाला आपका सेक्शन होता है, जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, जो रेटिंग्स एंड रिव्यूज वाला होता है उसमें भी हम लोग उसी टाइप की जो हेडिंग है वो डाल सकते हैं, ताकि हमारा जो कीवर्ड है वो हेडिंग के अंदर आ जाए, विच इज अ गुड सिग्नल, राइट। और उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसको हम लोग फैक भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस एंड आंसर्स बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली
क्वेश्चंस बोलते हैं बेसिकली हम लोग, तो उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग जो फैक वाला स्कीमा होता है वो हम हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसका भी हमें एडवांटेज मिलता है। फाइन, तो आप लोग यहाँ पर जाइएगा, यही क्वेरी देखिएगा, ये एक अच्छा पेज है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको देखेंगे तो बहुत चीज़ें आप समझ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, किस टाइप से सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करी गई हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, नेक्स्ट जो हमारे पॉइंटर्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप स्कीमा डेटा को ऐड कर सकते हैं, स्कीमा मार्कअप जिसे आप समझते हैं। तो स्कीमा डेटा में आप चाहें तो प्रोडक्ट स्कीमा को यूज कर सकते हैं, चाहे नहीं बल्कि यूज ही करना चाहिए, आप प्रोडक्ट स्कीमा को यूज करें, रिव्यू स्कीमा को यूज करें। रिव्यू स्कीमा की ही वजह से आपको इस टाइप का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कोई इंप्लीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे और स्कीमा मार्कअप जनरेटर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू स्कीमा सेलेक्ट करेंगे, वहां से वो जो डिटेल्स आपको देगा वहां पर मेंशन करके आप अपना जो स्कीमा है वो जनरेट कर सकते हैं, और उसको जनरेट करने के बाद आप अपने पेज के ऊपर जाकर उसको आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपके कैटेगरी पेज के लिए एक अलग से स्कीमा मार्कअप कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैंने अलग से वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, तो मैं लिंक दे दूंगा, थंबनेल उसकी लगा दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद पेज को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विद रिगार्ड्स टू कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रॉपर रिव्यूज जो है वो ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट के। उसके बाद इजी नेविगेशन बनाएंगे आप ब्रेड क्रम्स के थ्रू, यहाँ पर जैसे जिन लोगों को नहीं पता ये आप देख सकते हो, यहाँ पर दीज आर द ब्रेड क्रम्स बेसिकली, तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स आप लगाएंगे और रिव्यूज भी अगर आप देखो तो यहाँ पर रिव्यूज लगे हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट डायनेमिकली यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लेकर आई जाती है कि जिस पर्सन ने ये वाला प्रोडक्ट देखा है उन लोगों ने ये वाला प्रोडक्ट भी देखा हुआ होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरीके से इनको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर दिखा रहे हो, तो कई बार कस्टमर ऑल्सो व्यूड यहाँ लिखा होता है, कई बार यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स लिखा होता है, कई बार यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बंडल्स बनाकर आपको दिखा दिया जाता है, तो वो डायनेमिकली आता है बेसिकली, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपके जो कन्वर्जन्स हैं उनको इंप्रूव कर सकती है। जो आप रिव्यूज यहाँ पर जो आप डलवा रहे हैं, आप कोशिश करें उन रिव्यूज में अगर वीडियोज और फोटोज ऐड करने का भी ऑप्शन है तो बहुत ही बेहतर हो जाता है। फोटोज और वीडियोज के साथ जो रिव्यूज हैं वो काफी इंपैक्टफुल जो रिव्यूज होते हैं वो हो जाते हैं। फाइन, उसके बाद आप फैक्ट का, जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर है या नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप जो है वो फैक्ट का सेक्शन जो है वो डालिएगा। तो ये एक अच्छा पेज है, एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड आपका प्रोडक्ट पेज है जहां से जो कन्वर्जन है वो आ सकते हैं। तो आई बिलीव ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए। बाकी जो एसईओ के फंडामेंटल्स हैं, टाइटल का कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, और जो आपका ऑल टेक्स्ट है वो किस तरीके से लिखना है, वो हमारा सेम ही रहता है। बस थोड़ा सा आपको सीआरओ वगैरह के ऊपर ध्यान देना होता है। सीआरओ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बटन के कलर्स, बटन के प्लेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी आपके सीआरओ के अंदर ही आती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग सीआरओ वाली कोई वीडियो होगी तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन एज एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई बिलीव बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आइटम लिस्ट स्कीमा। तो गाइस दोनों तरीके हम लोग देखने वाले हैं, किस तरीके से प्लगइन की हेल्प से हम लोग आइटम लिस्ट स्कीमा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर हमें मैनुअली जो आइटम लिस्ट स्कीमा है उसको जनरेट करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। फाइन, तो गाइस सबसे पहले हमें ये समझना है कि आइटम लिस्ट स्कीमा हम कहां पर और क्यों इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर भी देख रहे होगे, आइटम लिस्ट स्कीमा को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कैटेगरी पेजेस के ऊपर, या फिर अगर हम वर्डप्रेस की लैंग्वेज में बात करें तो शॉप पेजेस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आता हूँ, इस पेज के ऊपर आता हूँ जो स्टोर के अंदर, अगर आप देखो यहाँ पर आपको प्लांट्स वाला सेक्शन दिख रहा है, कैक्टस वाला सेक्शन दिख रहा है आपको। फाइन, तो यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो पेज, इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे जो है वो आइटम्स हैं, बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आप क्या चाह रहे हो कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, उसका जो नाम और उसका जो यूआरएल। जैसे मैं अगर इस प्रोडक्ट को ओपन करूं, ठीक है, तो ये इसका नाम है ग्रीन सॉयल लोटस, ये इसका नेम हो गया, आइटम का नेम हो गया, और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये आइटम का यूआरएल हो गया। बस ये दो ही इंफॉर्मेशन हमें आइटम लिस्ट स्कीमा में यूज करनी होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आइटम लिस्ट का स्कीमा। फाइन, तो आइटम लिस्ट में दो ही इंफॉर्मेशन आती है, एक तो जो भी हमारा आइटम है उसका नाम क्या है, और जो भी हमारा आइटम है उसका जो यूआरएल है वो क्या है। तो इसका हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी पेज के ऊपर प्रेजेंट है, उन सभी को हम लोग आइटम लिस्ट में यूज करेंगे, उन सभी प्रोडक्ट के नेम को एज वेल एज उन सभी प्रोडक्ट्स का जो यूआरएल है उसको हम लोग यूज करेंगे, और उससे हमारा एक आइटम लिस्ट का जो स्कीमा है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसके लिए जैसे मैं अगर आपको और एग्जांपल बताने की कोशिश करूं,
तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। आप सिंपली अगर आइटम लिस्ट स्कीमा जनरेटर टाइप करेंगे तो बहुत सारे आपको आइटम लिस्ट के स्कीमा जनरेटर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो आप देख रहे हो ये जो स्कीमा का आउटपुट कोड है वो हमें यहाँ दिख रहा है। फाइन, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आइटम लिस्ट में अपने जो हमारे आइटम्स हैं उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे आइटम नंबर 1 URL, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए मैनुअली हम लोग किस तरीके से करेंगे ये मैं डाल देता हूं। और आइटम 1 का नेम जो है वो मैं यहाँ डाल देता हूं, राइट, और इसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते। तो अब अगर आप देखो तो इस टाइप से जो एक आइटम है आपका वो यहाँ पर शो हो रहा है। फाइन, अब मुझे दूसरा आइटम शो करना है क्योंकि ये वाला जो हमारा पेज है स्पेशली कैटेगरी पेज, जिसके ऊपर आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे आइटम्स हैं। तो जब हम आइटम लिस्ट स्कीमा जो है मार्कअप क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पर केवल हम एक ही प्रोडक्ट डालेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सभी प्रोडक्ट्स हमें डालने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं, यहाँ पर कोई भी रैंडम सा जो प्रोडक्ट है हमारा उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग और वापस में आता हूं। अब मैं फिर से ऐड URL करूंगा तो देखो ये हमसे बोल रहा है कि आइटम नंबर 2 आप बताओ यहाँ पर। फाइन, तो मैं आइटम नंबर 2 का जो नेम है वो यहाँ से कॉपी कर लूंगा, आइटम नंबर 2 का नेम, और साथ ही साथ जो हमारे आइटम नंबर 2 का URL है उसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ चिपका देंगे। तो आप क्या देख सकते हो, अब यहाँ पर हमारा जो स्कीमा है वो जनरेट हो गया। अब इस पर्टिकुलर स्कीमा को फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलें यहाँ पर हमने 50 प्रोडक्ट्स जो है हमारे उनको ऐड कर दिया है, तो ये हमारा एक आइटम लिस्ट बन जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और इसको हम लोग हमारे इस वाले कैटेगरी पेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अगर आप मैनुअली करने जाओ इसको तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जीटीएम वगैरह का भी सहारा आपको लेना पड़ सकता है या डेवलपर की भी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ सकती है, बट इसी तरीके से हम लोग आइटम लिस्ट को जनरेट करते हैं। ये तो वाला पार्ट हो गया कि मैनुअली हम आइटम लिस्ट को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन आइटम लिस्ट के अंदर मिलते हैं, क्या इंफॉर्मेशन एक्चुअली आइटम लिस्ट के अंदर होती है, ये क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं किस तरीके से सर जी प्लगइन्स की हेल्प से अगर हम करना चाहें तो किया जा सकता है, तो मैं वापस आता हूं। यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई, स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर WP एंड AMP। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर डेटा की आपको यहाँ पर प्लगइन दिख रही है। स्कीमा टाइप्स में आप जाएं और ऐड स्कीमा टाइप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको आइटम लिस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, आइटम लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है। अब ये जो आइटम लिस्ट है हम ये कहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आपको जाना है पेज में, ठीक है, मैं पेज पे आ जाता हूँ और इक्वल्स टू में जाना है आपको और यहां से शॉप वाले जो आपके पेजेस हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है कि पेज इक्वल्स टू शॉप होना चाहिए। तो ये वाले जो आपके पेजेस होते हैं दीज आर बेसिकली शॉप पेजेस। फाइन, तो मैं वापस आ जाता हूं यहाँ पर, राइट, यहाँ पर मैं वापस आ जाऊंगा एक बार के लिए। तो शॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं नेक्स्ट करता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा शॉप पेज हो गया, तो उसके ऊपर जो हमारा ये आइटम लिस्ट वाला स्कीमा ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पर आओगे तो आइटम लिस्ट के साथ आपको आर्टिकल दिख रहा है, इसको चेंज करना है आपको, इसको आपको प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी जो है शॉप वगैरह सारी चीजें ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने कर दिया और इसको बस हमें सिंपली अपडेट करना है। दैट्स इट, बहुत ज्यादा चीजें हमें करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती ही नहीं है। जैसे आपने देखा कि आइटम लिस्ट जो स्कीमा होता है इसमें 2 ही चीजें होती है। फाइन, अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है। ये सर जी आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया बट क्या ये दिख रहा है हमें, तो चलो वापस चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने पेज के ऊपर आ जाएंगे, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश मैं कर देता हूँ, ठीक है। और हार्ड रिफ्रेश करने के बाद मैं Ctrl+U करके इसके कोड को एक्सेस करना चाहूंगा और वापस आ जाएंगे हम लोग। और आइटम लिस्ट मैंने यहाँ सर्च कर रखा है, तो यहाँ पर टाइप में लिस्ट आइटम है, आइटम है, प्रोडक्ट हो गया, उसका URL जो है वो हो गया, जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा उसका URL हो गया, प्रोडक्ट का जो नेम है वो आ गया, और भी डिटेल्स इसमें आ जा रही हैं बाय डिफॉल्ट, बट मेजरली आपकी 2 ही डिटेल्स जो हैं वो होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर जी क्या ये केवल कैटेगरी पेजेस के ऊपर लगा है या सभी पेजेस के ऊपर लग गया? तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, इस चीज को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के ऊपर तो आइटम लिस्ट वाला होना नहीं चाहिए स्कीमा। मैं Ctrl+U मारूंगा यहाँ पर, फिर से Ctrl+F करूंगा और अगर मैं आइटम लिस्ट यहाँ सर्च करता हूँ तो अभी आप क्या देख रहे हो कि जो कॉन्टेक्ट अस वाला कोड था हमारा सोर्स कोड, मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं भी हमको आइटम लिस्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये कुछ ब्लॉक्स गैलरी आइटम वाला यहाँ पर दिखा रहा है बट आइटम लिस्ट हमें नहीं दिख रहा है। वहीं पर यहाँ पर अगर मैं देख रहा तो मेरे को आइटम लिस्ट दिख रहा था। तो इस तरीके से आप अपनी WooCommerce वेबसाइट के ऊपर अगर आपको आइटम लिस्ट का स्कीमा लगाना है आप लगा सकते हैं। मैनुअली जो है उसको जनरेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, प्लगइन के हेल्प से आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रोडक्ट स्कीमा। डिटेल में हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट स्कीमा को जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से उसे हमें इंप्लीमेंट करना है हमारे प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर। गाइस, ई-कॉमर्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीमा इंप्लीमेंटेशन में हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप्स के स्कीमास को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे कैटेगरी पेजेस के ऊपर हमारे डिफरेंट स्कीमास होते हैं, जिनमें से एक स्कीमा को हम लोगों ने समझने की कोशिश भी करी पिछले वीडियो में, जहां पर मैंने आपसे आइटम लिस्ट स्कीमा के बारे में बात किया था। उसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर आ जाते हैं तो उनमें जो सबसे पॉपुलर और सबसे दमदार जो स्कीमा होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट स्कीमा। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है, किस तरीके से प्रोडक्ट स्कीमा को जनरेट किया जाएगा, चाहे वो हमारी
ई कॉमर्स की वर्डप्रेस वेबसाइट हो या फिर वो हमारी कस्टम कोडेड वेबसाइट हो। कस्टम कोडेड वेबसाइट में बस इतना रहता है कि आपको स्कीमा का कोड जो है उसको जनरेट करना होगा, उसकी टेम्पलेट को जनरेट करना होगा और उसके बाद वो टेम्पलेट आपको डेवलपर को देनी पड़ेगी ताकि वो डायनेमिकली बहुत सारे एलिमेंट्स उस टेम्पलेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसमें फीड कर सके और उस टेम्पलेट को वो फायर करा सके सभी पेजेस के ऊपर जितने भी आपके प्रोडक्ट पेजेस हैं। तो अगर आप डेवलपर से थोड़ा सा कम्युनिकेशन करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है और किसी ने डेवलपर ने बनाई है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ चीज़ों में डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एसईओ आता है तो सारी की सारी चीज़ें आप डेवलपमेंट लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाएं। अगर आप कुछ चीज़ों को कर पाते हैं वो एक बेहतर चीज़ है, बट अगर आप डेवलपर से कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने जो कोड यूज़ किया है वो कहाँ पर और किस पर्पज से यूज़ किया। वहीं पर अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस की वेबसाइट की, बेसिकली वूकॉमर्स की वेबसाइट की, तो हम खुश हो जाते हैं वूकॉमर्स का नाम सुन के क्योंकि वहां पर हमारा जो बहुत सारा काम है वो प्लगइन्स की हेल्प से हो जाता है। तो मुद्दा सीधा सा यही है कि आखिर प्रोडक्ट स्कीमास हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे दिखते हैं, सर्च इन रिजल्ट पेजेस में हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको किस तरीके से यूनिक वे में वो प्रेजेंट कर सकते हैं, हम इनका कैसे फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इन सब चीजों के ऊपर चर्चा। गाइज मैंने यहाँ पर ना एक बहुत ही बेसिक सी क्वेरी करी हुई है, ठीक है, और इस टाइप से मैंने क्वेरी करी ताकि हमारे जो प्रोडक्ट पेजेस हैं वो रैंक हो। मैंने यहाँ पर बाई नाइकी रेवोल्यूशन 6 एक क्वेरी करी और जो पहला रिजल्ट आप देख रहे हो वो ऑफिशियल नाइकी का पेज है। गाइज हमें पता है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर जो आपको यूआरएल दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको ये टाइटल दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो नॉर्मल है, आ ही जाती है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये कहाँ से आ रही है कि हमारा प्रोडक्ट इन स्टॉक है, हमारे प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, प्रोडक्ट की जो स्टाइल है वो ये है और प्रोडक्ट के ऊपर जो रेटिंग्स है वो ये हैं और इतने सारे रिव्यूज प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं, उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो आ रही है वो स्कीमा की हेल्प से आ रही है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि क्या इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर स्कीमा लगा भी हुआ है या सर जी ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इसको देखने के लिए हम लोग इस पेज के ऊपर चलते हैं एक बार और यहाँ पर मैं इस पेज के ऊपर आ जाऊंगा, फाइन, और हम लोग इस पेज के सोर्स कोड में जाकर सर्च करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर स्कीमा लगा भी हुआ है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्कीमा जो है वो दिख रहा है, ठीक है, और कौन सा स्कीमा है, प्रोडक्ट स्कीमा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर प्रोडक्ट स्कीमा एक होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, टाइप हो गया, यहाँ तो प्रोडक्ट ही आ जाएगा, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की ब्रांड, लोगो, ऑफर्स, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट जो है वो आ रही है। तो एक तरीके से ये इसकी टेम्पलेट है जहां पर @context है, @type है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, फाइन। तो ये इसकी एक तरीके की टेम्पलेट है जहां पर ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, जो आप देख रहे हो, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है डेवलपर की हेल्प से डायनेमिकली हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उसके ऊपर लेट्स से हजारों प्रोडक्ट हैं और होते भी हैं ऐसे में, तो क्या आप स्कीमा कोड हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए जनरेट करेंगे और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाकर क्या उस स्कीमा कोड को आप इंप्लीमेंट करेंगे? क्या यही प्रोसेस रहती है? नहीं, ये प्रोसेस नहीं रहती है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो आप बेसिकली एक टेम्पलेट बना के डेवलपर को दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो यहाँ पर नेम है ये डायनेमिकली उठ के आ जाए, क्योंकि नेम को उन्होंने किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर जब वो कोडिंग कर रहे होंगे वेबसाइट की तब उसको स्टोर कराया होगा। अगर आप बहुत कुछ वेबसाइट के बैकएंड के बारे में नहीं समझते तभी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही अगर आप डेवलपर से कम्युनिकेट करेंगे तो भी आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे और आपका जो स्कीमा वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इस पेज के ऊपर जिसके हम रिसर्च करें वहां पर स्कीमा प्रेजेंट है और प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा प्रेजेंट है जो ये वेरीफाई करता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट हमें एक यूनिक तरीके से दिख रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कीमा। तो चलिए अब हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पहले मैं जनरेट वाली बात कर लेता हूं, फिर हम लोग प्लगइन की बात कर लेंगे, फाइन। तो यहाँ पर आपको सिंपली आ जाना है, यहाँ पर मैं जनरेट स्कीमा मार्कअप ही अगर डालूंगा तो भी आप देख पाओगे यहाँ पर कि आपको स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के ऑप्शंस जो है वो दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी फेवरेट वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, इससे बहुत सारे स्कीमास हम लोग जनरेट करते हैं और यहाँ से मुझे सीधे पहुँचना है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के ऊपर आ जाऊँगा, प्रोडक्ट का नेम आप डालेंगे, प्रोडक्ट के जो प्राइमरी इमेज का यूआरएल होता है वो मेंशन करना होता है आपको। अगर मैं इसी के बारे में आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की जो यूआरएल है वो ये हो जाएगी हमारी, ये वाली जो यूआरएल आप यहाँ पर देखते हो जो मेन आपके प्रोडक्ट की यूआरएल होती है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, जो दिखेगी बेसिकली वो हो जाएगी, ब्रांड क्या है, नाइकी है, ठीक है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी आप यहाँ से उठा लो, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखता है ना,
सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट, वो मैं कॉपी करके यहाँ पर चिपका देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। प्रोडक्ट को आप यूनिकली किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जनरली आपका SKU नंबर होता है, तो आप SKU यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और जो भी आपका SKU नंबर है वो आपको पता होगा, वो आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, इन केस अगर आप कोई ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक है, और जो आपका प्राइस है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दें, ऑफर होगा तो उसके साथ जो है वो प्राइस भी होगा। एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू आप कितनी दिखाना चाहते हैं, लेट्स से मैं 4.5 दिखाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी नंबर ऑफ रेटिंग्स जो है वो 50 है। ठीक है, और हाईएस्ट अलाउड 5 है और लोवेस्ट अलाउड 1 है। तो 1 से 5 के बीच में एक बंदा रेटिंग कर सकता है और टोटल नंबर ऑफ जो रेटिंग्स हमें मिली हुई वो 50 मिली हुई है और एग्रीगेट जो रेटिंग वैल्यू है वो 4.5 है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो मन चाहे वो यहाँ लिख दे। देखो, आप लिख सकते हो, जो मन चाहे वो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पर जब हम डायनेमिक वेबसाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन होती है। जैसे रिव्यूज में आप देख रहे हो तो 60 रिव्यूज हैं, तो ये रिव्यूज जहां स्टोर हो रहे हैं वहां से डायनेमिकली जो डेवलपर है वो नंबर्स उठा लेता है कि रिव्यूज कितने हैं और एवरेज जो रेटिंग आई है वो कितनी आई है। ठीक है, तो जितनी भी, जैसे 3.5 स्टार्स की एवरेज रेटिंग है और 60 रिव्यूज आए हैं, तो ये डायनेमिकली यहाँ पर वो फेच कर लेता है। देख रहे हो आप कि रिव्यू 60 आए हमारे। देखो यहाँ पर मैं आपको जूम करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि रिव्यूज जो हमारे पास आए हैं वो 60 आए हैं और जो रेटिंग वैल्यू आई है वो 3.8 की एवरेज रेटिंग वैल्यू आई है, जिसमें जो वर्स्ट रेटिंग है वो 1 की है और जो बेस्ट रेटिंग है वो 5 की यहाँ पर बेस्ट रेटिंग है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आ रही है, क्योंकि नाइकी की वेबसाइट आपको पता है कि नाइकी वेबसाइट तो वर्डप्रेस से तो बनी नहीं है, ये तो फुल्ली कस्टम कोडेड वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये डायनेमिकली डेवलपर ने इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसलिए आ रही है। तो अगर वेबसाइट के ऊपर सर जी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चेंज होती है, रिव्यूज बढ़ते हैं घटते हैं, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन यहाँ इनके स्कीमा में भी चेंज होती होगी? बिल्कुल चेंज होती होगी, 200% चेंज होती है। क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस से डायनेमिकली उठाकर लेकर आ रहे हैं। फाइन, खैर उसके इतने टेक्निकल पॉइंट में हमें नहीं जाना है। आप बात समझने की कोशिश करिए कि इसको इंप्लीमेंट करने के पीछे क्या लॉजिक जो है वो लगाया गया। तो ओवर हियर वी हैव दिस प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, तो मैं अगर इस प्रोडक्ट स्कीमा को कॉपी कर लूं और इसको मैं यहां पर फॉर एग्जांपल नोटपैड में डाल दूं, तो मेरे को बस यही चीज केवल ना डेवलपर को देनी है, दैट्स इट। और बोलना है देखो भाई, हर प्रोडक्ट पेज के प्रोडक्ट नेम को यहां से रिप्लेस कर दो, प्रोडक्ट की इमेज का जो URL होता है उसको रिप्लेस कर दो, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन का URL है, जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, उसको रिप्लेस कर दो। ये सारी चीजों को रिप्लेस कर दो और जिस भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपको ये लगाना है उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन करके वो डायनेमिकली वहां पर जो है इस कोड को हर प्रोडक्ट पेज के ऊपर इंसर्ट कर दो, हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आप ये चीज उनको दे सकते हैं डेवलपर को और इस तरीके से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। अगर मैं इस वेबसाइट पे आ जाऊं जो कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इसके ऊपर अगर हमें जो है स्कीमा इंप्लीमेंट करना है, यानी WooCommerce के ऊपर बेस्ड वेबसाइट है, यहां अगर मुझे स्कीमा इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर देखो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मैं पहले इसके सोर्स कोड में जाता हूं और यहां मैं देखता हूं क्या कोई स्कीमा है, कोई स्कीमा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। मैं स्कीमा अगर इंप्लीमेंट करना चाहूं तो मैं वही प्लगइन को यूज करने वाला हूं, स्ट्रक्चर डेटा वाली प्लगइन। मैंने बताया था, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि थोड़े से मेरे वीडियोस जो है वो सीक्वेंस में आप देखा करो, क्योंकि जैसे ई-कॉमर्स SEO चल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी दूसरे वीडियो के अंदर चली आती है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे और डेप्थ में समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि कोई चीज ना छूटे, प्लीज अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। मैं आ जाता हूं वापस स्कीमा टाइप के ऊपर और यहां पर मैं ऐड स्कीमा टाइप के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, स्कीमा क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग, तो यहां पर मैं जाऊंगा और यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा लेट्स से प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैं प्रोडक्ट यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, और यहां पर आप आ जाओ पोस्ट टाइप पे। ठीक है, और इक्वल्स टू में मैं आ जाऊंगा प्रोडक्ट पे। तो नाउ दिस स्कीमा विल बी इंप्लीमेंटेड टू ईच एंड एवरी पोस्ट टाइप विच इज ऑफ प्रोडक्ट नेचर। तो प्रोडक्ट पेज ही हमारा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, नेक्स्ट कर देंगे, बस बन गया, काम खत्म, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स गो के ऊपर जाएंगे हम लोग, हमारा जो स्कीमा है वो भी बन चुका है, देख रहे हो यहाँ पर। अगर आप देखो तो स्कीमा टाइप भी हो गया हमारा, प्लेसमेंट यहाँ है। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर जो है ना वो स्कीमा इंप्लीमेंट हो चुका है। अब अगर प्रॉपर स्कीमा इंप्लीमेंट हो चुका है तो सर एक बार वेबसाइट पे चल के देखते हैं जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या आ चुका है स्कीमा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ प्लांट्स के ऊपर, कोई भी रैंडम सा मैं, चलो यही सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ग्रीन सॉयल लोटस, और इसको मैं Ctrl+U करता हूँ एक बार, Ctrl+F करेंगे हम लोग और स्कीमा ढूंढेंगे हम लोग। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा स्कीमा टाइप प्रोडक्ट। ठीक है, वहां पर क्योंकि वो कस्टम कोडेड वेबसाइट पे मैनुअली इंप्लीमेंट किया गया था डेवलपर के हिल से, इसलिए उसका जो लुक है ना वो आपको वर्टिकल दिख रहा था यहाँ पर। जैसे अगर आप ये देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि ये वर्टिकल
इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम इस प्लगइन से लगा रहे हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पर है ना। तो यहाँ देखो अगर आप, तो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का देखिए आप, प्रॉपर यूआरएल है ना, प्रोडक्ट का आईडी प्रॉपर यूआरएल है, प्रोडक्ट का यहाँ पर यूआरएल है, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का एसकेयू डायनेमिकली उठ के आ रहा है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डायनेमिकली उठ के आ रहा है, ये जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वही उठ के आ रहा है। अभी प्राइसिंग देखिए यहाँ पर 34 है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितनी है प्राइसिंग। अगर आप आगे जाओगे तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इन स्टॉक है। यही चीज तो यहाँ भी देख रहे थे आप, नायका में भी देख रहे हो, यहाँ पर इन स्टॉक था, अवेलेबिलिटी। तो ये डायनेमिकली उठा रहा है हमारी वूकॉमर्स की जो प्लगइन है ना, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वहां से ये प्लगइन कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन उठा रही है और स्कीमा के फॉर्म में हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस हैं उनमें इंप्लीमेंट कर रही है। तो काम हमारा काफी आसान हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो करेंसी भी दिया हुआ है और यूआरएल भी हमें दिया हुआ है, एमपीएन भी, ब्रांड भी, जो भी हमने ब्रांड डाली हुई। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विद रिगार्ड्स टू लाइक प्रोडक्ट स्कीमा जो हमें यहाँ पर दिखाई देनी। तो आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से हमें प्रोडक्ट स्कीमा को जनरेट करना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग robots.txt फाइल को जनरेट कर सकते हैं अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए। अब गाइस यहाँ पर मैंने वूकॉमर्स वेबसाइट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जब हम लोग robots.txt फाइल जनरेट करते हैं या robots.txt फाइल बनाने जाते हैं तो हमारा सीधा सा पर्पस ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स को हम नहीं चाहते कि क्रॉलर उनको क्रॉल करे या इंडेक्स करे। ये हमारा पर्पस होता है जब हम robots.txt फाइल को क्रिएट करते हैं। अब गाइस जो हमारे यूआरएल्स है ना, ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉपिफाई प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट पेज का यूआरएल है वो अलग तरीके से बनता है, जो कैटेगरी पेज का यूआरएल है वो अलग तरीके से बनता है। वहीं पर अगर मैं वूकॉमर्स की बात करूं तो वूकॉमर्स में जो हमारे यूआरएल्स हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जो उनके यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो कुछ डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से अगर मैं मैजेंटो की बात करूं तो वहां पर हमारे पास दूसरे टाइप से यूआरएल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी पर्टिकुलर कस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं तो वहां पर जो यूआरएल्स का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। और हमें एक्चुअली यूआरएल्स को ब्लॉक करना है। फाइन, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बंदा लेट्स से सर्च कर रहा है कुछ चीजों को हमारी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद, वेबसाइट के अंदर अगर सर्च कर रहा है तो उससे जो वहां पर यूआरएल में जो क्वेरी पैरामीटर जनरेट होता है अगर मैं उसे ब्लॉक करना चाहूं तो उसको भी मुझे robots.txt के थ्रू ब्लॉक करना होगा। तो वो जो क्वेरी पैरामीटर हमारा जनरेट होता है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पर आपको बताया कि स्पेसिफिकली अभी हम लोग बात कर रहे हैं वूकॉमर्स के बारे में कि वूकॉमर्स के प्लेटफॉर्म के लिए एक जो robots.txt फाइल है वो किस तरीके की होनी चाहिए। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी एक एग्जांपल के तौर पे, जिससे आपको सारा जो है वो आइडिया लग जाएगा। तो जैसे कि हमें पता ही है कि robots.txt फाइल का जो पर्पस होता है यही होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स हैं उनको गूगल ना इंडेक्स करे, ताकि बहुत सारा जो क्रॉल बजट वगैरह है वो हम लोग बचाकर ले जा सकें। फाइन, तो इसके ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो भी बनाया हुआ है robots.txt के ऊपर, और अगर आप इस वीडियो को एसईओ कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर देख रहे हैं तो टॉप में आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में robots.txt का अलग से एक वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा उसकी थंबनेल और लिंक भी यहां पर लगा दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बेसिक्स आपको robots.txt के नहीं पता है तो आई रिकमेंड यू कि पहले आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एक वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए आपको robots.txt किस तरीके से जनरेट करनी है। तो गाइस हमारी जो वूकॉमर्स की वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिनका कोई एसईओ एडवांटेज नहीं है, उनको इंडेक्स कराने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कार्ट वाला पेज, तो कार्ट वाले पेज को हम इंडेक्स नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? क्योंकि उस पेज को हम रैंक नहीं कराना चाहते हैं। भाई कार्ट वाले पेज को आप कभी नहीं रैंक कराना चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कोई बंदा कोई क्वेरी करे और कार्ट वाला हमारा पेज जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करे। ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी। ना ही हम अकाउंट वाले पेज को रैंक कराना चाहते हैं, ना ही हम हमारे लॉगिन पेज को, और ना ही हम हमारे चेकआउट पेज को। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम रैंक नहीं कराना चाहते हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट के अंदर, जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके अंदर। फाइन, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सब जो भी हमारे यूआरएल्स हैं इनको बेसिकली हम लोगों को डिसअलाउ करना पड़ेगा अपनी robots.txt फाइल के अंदर। फाइन, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं एक फाइल का, तो आप यहां पर देख सकते हो ये एक वूकॉमर्स फाइल का ही एग्जांपल है। और अगर यहां पर देखो तो सभी रोबोट्स को डिसअलाउ किया गया है। CGI bin, ये बात समझ में आती है हमें। WP admin, ये भी कोई वूकॉमर्स से रिलेटेड चीज नहीं, नॉर्मल है। रिकमेंडेड कमेंट्स की फीड को ब्लॉक किया गया, ट्रैकबैक को, index.php को ब्लॉक किया गया है, प्लगइन्स को रीच आउट करने से ब्लॉक किया गया। और यहां पर जो आप देख रहे हो ये जो सारी चीजें ब्लॉक करी गई हैं, दीज आर वूकॉमर्स एसेट्स। जैसे हमने कार्ट को ब्लॉक किया, चेकआउट को ब्लॉक किया, उसके बाद भी कुछ आता है उसको भी ब्लॉक किया हुआ है, अकाउंट को ब्लॉक किया।
ऑर्डर बाय प्राइस को भी हम लोगों ने ब्लॉक किया। अब इस बात को समझो कि इसका क्या मतलब है। ऑर्डर बाय प्राइस, ऑर्डर बाय रेटिंग, इसको क्यों ब्लॉक किया गया है? तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं, हमारे पास हमारी एक डमी वूकॉमर्स की वेबसाइट है। अगर मैं किसी कैटेगरी पेज के ऊपर जाता हूं, लेट्स से मैं यहां से प्लांट्स के ऊपर जाता हूं, अगर तो जैसे ये मेरी कैटेगरी वाला जो यूआरएल ये ओपन हो गया, तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो वूकॉमर्स में जो कैटेगरी का यूआरएल बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, राइट, प्रोडक्ट कैटेगरी स्लैश प्लांट्स, इस टाइप से कुछ यूआरएल बन रहा है। यही चीज अगर आप बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई के ऊपर देखेंगे तो आपको यहां पर जो कैटेगरी का यूआरएल है वो दूसरे टाइप से जो है वो दिखता है। फाइन, इसी की मैं बात कर रहा था। तो यहां पर अगर आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है सॉर्टिंग करने का। जैसे मैंने यहां पर सॉर्टिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट बाई पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जब मैं सॉर्ट करूंगा तो आप देखो ऊपर यूआरएल किस तरीके का बना हुआ है, ये वाला यूआरएल बना हुआ है। फाइन, बट क्या जो नीचे के प्रोडक्ट्स थे वो चेंज हुए? नहीं, प्रोडक्ट्स का अरेंजमेंट जरूर चेंज हुआ, बट प्रोडक्ट्स नहीं चेंज हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ नए नए एलिमेंट जो है वो यहां पर आ गए हो, एक नया पेज बन गया होगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं। बट यहां पर यूआरएल नया बन रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाली जो हमारी चीज है, ऑर्डर बाय इज इक्वल टू पॉपुलैरिटी, तो इस टाइप से जो हमारे यहां पर सॉर्ट करने पर जो हमारा यहां पर ये जो पैरामीटर बन रहा है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर को मैं इग्नोर करना चाहता हूं robots.txt फाइल के थ्रू। तो उसी के लिए बेसिकली हमने ये किया हुआ है यहां पर। अभी आपको बात समझ में आई कि ऑर्डर बाय प्राइस, ऑर्डर बाय रेटिंग, ऑर्डर बाय डेट, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने यहां पर ऑर्डर बाय पॉपुलैरिटी लगाया था। आप चाहो तो ऑर्डर बाय प्राइस लगा दो यहां पर, लो टू हाई का। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं, देखो ये ऑर्डर बाय प्राइस हो गया। इसी तरीके से मैं चाहूं तो ऑर्डर बाय लेट्स से रेटिंग में लगा देता हूं यहां पर, तो ये देखो ऑर्डर बाय रेटिंग आ गया। तो क्योंकि मुझे तो पता है तो मैं आपको ये यूआरएल्स के ऊपर लेकर जा पा रहा हूं। बट अगर आपके पास अपनी कोई वूकॉमर्स की वेबसाइट है और आपको बहुत ज्यादा यूआरएल्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस टाइप का जो robots.txt की फाइल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाले जो यूआरएल हैं ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट रहते हैं हमारे वूकॉमर्स के केस में। बट ये वाला robots.txt फाइल अगर मैं आपको दे दूं तो सीधे के सीधे अगर आप चिपकाना चाहो तो इसको आप अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट के लिए या मेजेंटो की वेबसाइट के लिए आप नहीं चिपका सकते, क्योंकि हो सकता है वहां पर जो ये सर्च का पैरामीटर बन रहा हो ये दूसरे टाइप का बन रहा हो, ये इस टाइप से ना बन रहा हो, ऑर्डर बाय प्राइस ना बन रहा हो। चलो चेक करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिंत्रा की किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, मिंत्रा वेबसाइट के ऊपर जाता हूं बेसिकली, और मैं यहां से लेट से मैं कोई एक कैटेगरी उठा लेता हूं ड्रेसेस की और सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी में करता हूं, ठीक है। तो अब यहां अगर आप देखोगे तो यहां यूआरएल कुछ दूसरे ही टाइप का बन रहा है। देख रहे हो, सॉर्ट इज इक्वल टू पॉपुलैरिटी यहां पर दिख रहा है, बट वो चीज हमें यहां पर नहीं दिख रही थी। यहां पर ऑर्डर बाई लिख रहा था, वहीं पर जैसे हम लोगों ने यहां पर अपनी वेबसाइट में देखा हुआ था, तो यहां पर ऑर्डर बाई दिख रहा था। अगर मैं इसको पॉपुलैरिटी के बेसिस पे भी ले जाऊं तो ऑर्डर बाई दिख रहा था। तो अब अगर आप इस वाले सिंटेक्स को लेकर जाएंगे और अपनी कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर चिपका देंगे या अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर चिपका देंगे तो प्रॉब्लम कर जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा वूकॉमर्स स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कार्ट को हमने ब्लॉक किया, चेकआउट को, माई अकाउंट को, ऑर्डर बाई, ठीक है, और ऑर्डर बाई प्राइस, रेटिंग, डेट, प्राइस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्राइस डिसेंडिंग बेसिकली, पॉपुलैरिटी, ये देख रहे हो आप ऑर्डर बाय पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी भी था, मेरे से मिस हो गया। अगर यहां पर देखो तो इसको भी हम लोगों ने यहां पर ब्लॉक कर रखा है। फिल्टर, ऐड टू कार्ट और उसके आगे वाले कुछ बन रहे हैं, ऐड टू विश लिस्ट उसके आगे कुछ बन रहे हैं। सर्च को हमने वो किया हुआ है, ये जो हमारी इंटरनल सर्चेस होती है ना उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर डिसअलाउ किया हुआ है। इंटरनल सर्चेस अगर आप समझ रहे होते हो, कई बार आप देखते होंगे वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ इंटरनली यहाँ पर जैसे एक चीज मिल जाती है, आप सर्च कर सकते हो वहां से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे ये, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जाता हूं और मैं इंटरनली कुछ सर्च करता हूं, एक बार मैं होम पेज पे आ जाऊं ताकि आप यूआरएल थोड़ा क्लियर देख पाए। तो मैं यहां अगर कुछ इंटरनली सर्च करता हूं, जैसे मैं सर्च करता हूं रिमोट, ठीक है, ऐसे ही रैंडम सा। तो अगर मैं रिमोट यहां पर सर्च कर रहा हूं, लेट्स सी कुछ यहां पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कोई नॉर्मल हमें यहां पर रिमोट दिखा रहा है। बट कई बार कुछ वेबसाइट्स में आपको ये इस टाइप से यहां पर दिखाई देगा, पैरामीटर बेसिकली एस करके एक पैरामीटर बनता है जो कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है किसी भी वर्डप्रेस की अगर आपकी वेबसाइट होती है तो उसके लिए। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो हमने इसको भी डिसअलाउ कर दिया। हम नहीं चाहते कि जो चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो हम सर्च कर रहे हैं ना वो एक्चुअल कोई पेज नहीं है, हम एक क्वेरी सर्च कर रहे हैं, उससे कुछ पेज जनरेट हो रहा है, डायनेमिकली एक पेज जनरेट हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर यूआरएल को हम नहीं चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर यूआरएल इंडेक्स हो, तो हम उसको यहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक करें। अब आप बोलोगे सर ये आपने किस तरीके से बनाया? देखो मुझे तो नॉलेज है, तो मैं इसको बना सकता हूं, मुझे पता है कि किस प्लेटफॉर्म के कौन कौन से यूआरएल्स बनते हैं, किस टाइप के डायनामिक यूआरएल्स बनते हैं, तो मैं उसका थोड़ा सा ध्यान रख के मैं बना सकता हूं। आपके लिए अगर वूकॉमर्स की वेबसाइट है तो एक बहुत ही बेसिक सी प्लगइन है, मैं आपको बताऊंगा। अगर उस प्लगइन के ऊपर आप जाएंगे तो वो आपको जो है वो इस टाइप का robots.txt जो है वो जनरेट करके दे देगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, ये प्लगइन का ये नाम है, ठीक है, ब्लॉक ई कॉमर्स एसेट्स
वाया robots.txt। तो अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो आपको कुछ इस टाइप से जो है वो robots.txt की फाइल बनाकर दे देगी, ठीक है। और इसी फाइल को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पर चिपकाया हुआ है, फाइन। तो इस टाइप से आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ चीज़ों को मैंने इग्नोर कर दिया है इसमें से, जैसे ये सच एसेट्स है हमारे, ये हमारे वूकॉमर्स के एसेट्स, तो मैंने यहीं से उठाकर आपको यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपकी कोई वूकॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके लिए robots.txt की फाइल को जनरेट करने के लिए। बट हमें एक्चुअल समझ में आना चाहिए कि वूकॉमर्स वेबसाइट में या हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में आखिर हम क्यों robots.txt की फाइल को बना रहे हैं, और उसके अंदर जो हमने डिसअलाउ के आगे सिंटेक्स लिखा हुआ है एक्चुअली उसका मतलब क्या है और वो क्या करेगा। ऐसा नहीं कि इसी को उठा के हर जगह चिपका देना। आई बिलीव आपको robots.txt का जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो गए होंगे विद रिगार्ड्स टू वूकॉमर्स वेबसाइट। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ई कॉमर्स साइट मैप्स। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए साइट मैप्स किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, किस तरीके से वो साइट मैप दिखता है, अगर हमें डायनामिक साइट मैप बनवाना है किसी डेवलपर से तो हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना होगा, एक साइट मैप्स के अंदर हम लोग कितने यूआरएल्स डाल सकते हैं, जो कि ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में जनरली जो यूआरएल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे होंगे कि XML और HTML दोनों ही साइट मैप्स की हमें जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारी नॉर्मल जो वेबसाइट है वो हो या फिर वो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो। देखो मैं अगर आपको दिखाऊं कि HTML साइट मैप्स क्या होते हैं और XML साइट मैप्स क्या होते हैं, तो केवल अभी आप डिफरेंस समझ लें। तो यहां पर अगर आप देखें, जैसे indiatimes.com के ऊपर मैं जाता हूं, sitemap.xml के ऊपर अगर मैं जाऊं तो इस टाइप से आपको XML साइट मैप्स दिखाई देते हैं, जिसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो यही होता है कि ये जो URL आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो लोकेशन टैग के अंदर जो आपको यहाँ पर ये URL दिख रहा है, यही मेन कंपोनेंट होता है। तो साइट मैप इज बेसिकली अ फाइल जो आपके वेब पेजेस के URLs को स्टोर करती है, दैट्स इट। और देखो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस है ना वो इंडेक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साइट मैप नहीं है। और साइट मैप नहीं है तो गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स और क्रॉल नहीं करेगा या क्रॉल और इंडेक्स नहीं करेगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को लगता है, बट साइट मैप जो है वो आपके डिफरेंट जो वेब पेजेस हैं उनकी क्रॉलिंग को ईजी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो क्रॉलिंग को इनिशिएट करता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि साइट मैप नहीं होगा तो क्रॉलिंग ही नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने साइट मैप नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी और इंडेक्स नहीं होगी, सब कुछ होगा। बट अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप रखते हैं तो ये एक अच्छा सिग्नल है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली आप गूगल को बता रहे होते हैं एक जगह पर कि हमारी वेबसाइट में जो डिफरेंट URLs है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये गूगल के लिए एक अच्छी रिसोर्स के तरीके से आप काम कर रहे होते हो, उनको चीजें और बेहतर तरीके से आप बता देते हो गूगल को। बट साइट मैप नहीं है तो वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बहुत ही बेसिक सा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आता है, वो भी आई बिलीव आप लोगों का दूर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो हम साइट मैप देख रहे हैं ये एक XML साइट मैप है। XML एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो बेसिकली क्रॉलर्स और जो ब्राउजर्स हैं वो बड़ी आसानी से उनको रीड कर पाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा साइट मैप हमारा XML फॉर्मेट में। तो XML वाले जो हमारे साइट मैप्स होते हैं दोज आर बेसिकली फॉर क्रॉलर्स, गूगल के लिए, ताकि गूगल हमारे वेबसाइट के जो नेविगेशन है, वेबसाइट के जो URLs है, वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको ठीक तरीके से समझ पाए। वहीं पर हम हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो साइट मैप रखते हैं, और जब हम वेबसाइट के ऊपर कोई साइट मैप रख रहे हैं जो कि यूजर्स के लिए, तो वो XML फॉर्मेट में नहीं होता है, वो नॉर्मल हमारा HTML फॉर्मेट में होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है साइट मैप्स को शो कराने का, दैट इज बेसिकली HTML साइट मैप। तो अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं, और मैं आपको सीधे ना एक बार किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर ही लेकर चलता हूं। तो यहां पर मैं आ गया हूं, और अगर आप इस वेबसाइट में नीचे आ जाएं, फाइन, और यहां पर अगर आप देखें तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइट मैप का लिंक दिखेगा। देख रहे हैं आप, ये देखो आपको साइट मैप का लिंक यहां पर दिख रहा है। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखो हम वेबसाइट के एक वेब पेज के ऊपर आ गए। ऐसा नहीं इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है साइट मैप.xml के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, साइट मैप की एक हेडिंग पड़ी हुई है, और यहां पर कैटेगरीज हैं, कैल्विन क्लीन वॉचेस हैं, और उस कैटेगरी के डिफरेंट पेजेस हैं। फिर यहाँ पर एक और कैटेगरी, उस कैटेगरी के डिफरेंट पेजेस हैं, यहाँ पर एक और कैटेगरी, उस कैटेगरी के डिफरेंट पेजेस हैं। तो दीज आर अगेन फॉर द नेविगेशन पर्पस, बट ये किसके लिए है, ये है यूजर्स के लिए। और जो हमारा XML साइट मैप होता है दैट इज बेसिकली फॉर द क्रॉलर्स। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो आप कोशिश करें कि दोनों ही टाइप की जो साइट मैप्स हैं उनकी आप तैयारी कर ले। सेकंड, जैसे हमें भी पता है कि आप साइट मैप्स के अंदर 50,000 से ज्यादा URLs नहीं
सकते। बट जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करते हैं, उसके अंदर लाखों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और मतलब दसियों लाख प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और दसियों लाख प्रोडक्ट्स के दसियों लाख यूआरएल्स हो सकते हैं। ऐसे केस में आप साइट मैप के अंदर उन यूआरएल्स को कैसे लेकर आएंगे? हजारों तो कैटेगरीज हो जाती हैं, हजारों तो सब कैटेगरीज हो जाती हैं। कभी आप अमेजॉन की वेबसाइट पर जाकर देखें, कभी आप मिंत्रा की वेबसाइट पर जाकर देखें, आपको क्या देखने को मिलेगा कि हजारों कैटेगरीज। तो ऐसे केस में जब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि एक साइट मैप के अंदर हम 50,000 यूआरएल्स रख सकते हैं, तो इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे? देखो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट साइट मैप्स। यस, हम लोग डिफरेंट साइट मैप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझें कि अगर मैंने एक साइट मैप क्रिएट कर दिया है विच इज लाइक साइट मैप 1, यहां पर मैं केवल आपको समझा रहा हूं एक बार के लिए, मैंने एक साइट मैप क्रिएट कर दिया है साइट मैप 1, और उसका जो यूआरएल है वो है sitemap1.xml, ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर साइट मैप के अंदर मेरे 50,000 यूआरएल्स हो सकते हैं। उसके बाद मैं एक और साइट मैप क्रिएट कर सकता हूं sitemap2.xml, और इसके अंदर मैं और 50,000 जो यूआरएल्स हैं उनको रख सकता हूं। ये मैं कर सकता हूं, ये बड़ी नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो जब कभी भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए साइट मैप्स को क्रिएट करने जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ध्यान रखें कि अगर बहुत ज्यादा यूआरएल्स हो रहे हैं तो आप डिफरेंट जो साइट मैप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब वही चीज मैंने यहां पर भी लिखी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो वूकॉमर्स पे बनी है, यानी कि वर्डप्रेस पे बनी है। जब मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करता हूं तो ये भी चीज साथ में आ जाती है कि ई कॉमर्स वेबसाइट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी हुई हो सकती है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं वूकॉमर्स वेबसाइट के बारे में, जो कि हमारी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट अगर मेरी बनी हुई है वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज वर्डप्रेस के ऊपर, या फिर हमारी वेबसाइट जो है वो कस्टम कोडेड हो सकती है। अभी मैं कस्टम कोडेड की भी आपसे बात करूंगा, फाइन। तो ये जो हमारी वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई वेबसाइट है, इसमें अगर आप योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर देंगे तो योस्ट प्लगइन आपका ये काम कर देगा, वो बाय डिफॉल्ट ना जो साइट मैप्स को जनरेट करता है वो कैटेगरी वाइज ही साइट मैप को जनरेट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बताने की कोशिश करूं, जैसे यहां पर मैं आ जाता हूं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो ये हमारी डमी वेबसाइट है जो वो कॉमर्स पे बेसिकली बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर यूआरएल्स उतने ज्यादा नहीं है, बट आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है यहां से। और अगर मैं यहां से sitemap.xml ओपन करता हूं, तो जैसे ही मैं sitemap.xml ओपन करता हूं, आप देखोगे यहां पर ये हमें कहां पर लेकर आ रहा है, साइट मैप के इंडेक्स के ऊपर लेकर आ रहा है। और यहां पर जैसे मैंने अभी आपको यहां इंडिया टाइम्स के केस में दिखाया था कि यहां पर अगर आप देखो तो ये भी एक टाइप से जो साइट मैप्स के डिफरेंट दूसरे जो हमारे कैटेगरी वाले साइट मैप्स हैं वो उनके यूआरएल यहां पर मेंशन है। जैसे ये section.xml, microsite.xml, तो ये एक्चुअली वेबसाइट का यूआरएल नहीं है, ये एक दूसरे साइट मैप का यूआरएल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर है। आप क्या देख रहे हो कि पोस्ट जितनी भी होती हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसका अलग से इन्होंने एक साइट मैप क्रिएट कर दिया, उसका नाम रख दिया पोस्ट sitemap.xml। उसी तरीके से पेज sitemap.xml, उसी तरीके से प्रोडक्ट sitemap.xml। तो अगर मैं अब इसको ओपन करता हूं, प्रोडक्ट वाले को, जैसे मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, तो अब देखो ऊपर आप यूआरएल को ध्यान से देखो, प्रोडक्ट sitemap.xml बन गया। अब इसके अंदर जितने भी आपको ये यूआरएल दिख रहे हैं, ये किसी भी तरीके से साइट मैप के यूआरएल नहीं है, ये प्रोडक्ट के यूआरएल। अगर मैं इनको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देखो ये भी प्रोडक्ट का एक यूआरएल है, ये भी प्रोडक्ट का एक यूआरएल है, ये भी प्रोडक्ट का एक यूआरएल है। तो यहां पर जितने भी यूआरएल्स आपको दिख रहे हैं वो प्रोडक्ट के यूआरएल। इसका मतलब सर ये हुआ कि हम डिफरेंट साइट मैप्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यूआरएल्स रखने की जो लिमिटेशन है वो भी है, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखना चाहते हैं। अब क्योंकि जो साइट मैप्स आप क्रिएट करते हैं उन्हें आपको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट भी करना पड़ता है। तो दूसरा सवाल यहीं से ये बन के आता है कि सर क्या हम मल्टीपल साइट मैप्स को जो हमारा गूगल सर्च कंसोल है उसके अंदर सबमिट कर सकते हैं? यस, मल्टीपल साइट मैप्स को भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर हमने अलग अलग साइट मैप्स बनाए हैं तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाकर मुझे अलग अलग जो साइट मैप्स के यूआरएल हैं वो यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, डिस्कवर्ड यूआरएल के आगे आपको यहाँ पर 310 यूआरएल इस पर्टिकुलर साइट मैप के अंदर थे, एक यूआरएल यहाँ पर था। तो आपको ये जितने भी आपके अलग अलग जो यूआरएल्स होंगे, ठीक है, साइट मैप के यूआरएल्स होंगे, क्योंकि .xml का मतलब ही एक साइट मैप का यूआरएल है, XML फॉर्मेट वाले साइट मैप का। तो ये यूआरएल्स को आपको जाकर वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। तो अब आपने समझा कि भाई योस्ट अगर हमारे पास है या हमारे पास वूकॉमर्स के ऊपर बनी हुई वेबसाइट है तो ये काम तो काफी आसान हमारे लिए हो जाता है, कोई करने की जरूरत है नहीं और आराम से हम इसको कर सकते हैं। बट अगर वहीं पर हमारे पास एक कस्टम कोडेड वेबसाइट है और अगर हमें डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करना है तो किस तरीके से हम डेवलपर को बोलेंगे ताकि वो हमें जो साइट मैप है वो बनाकर दे पाए? तो आपको देखो सीधे सीधे डेवलपर से कम्युनिकेट करना है, और डेवलपर को एक्चुअली सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो साइट मैप होता है, ठीक है, सबसे पहले डेवलपर को आपको क्या क्लियर करना है कि जो साइट मैप होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है।
तो उसके लिए आप क्या करो, कहीं से भी एक साइट मैप जनरेट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर एक साइट मैप जनरेट कर लिया, या यहाँ वाला जो आप साइट मैप देख रहे हो, ठीक है, या यहाँ वाला आप जो साइट मैप देख रहे हो, कोई भी साइट मैप आप उठा लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से एक साइट मैप जो है वो ओपन ही कर लेता हूँ। ये माइक्रो साइट है हमारी, ये स्पेशल पेजेस वाला साइट मैप है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो अब हम लोग साइट मैप के इंडेक्स से साइट मैप पे गए। तो आपको डेवलपर को सबसे पहले ना ये चीज समझानी है कि हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो यहां आ जाने चाहिए, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड जो हमारा अगर पेज हुआ है तो वो भी डायनेमिकली, आपको क्या बताना है डेवलपर को कि डायनेमिकली आप यहां पुट कर दो, चेंज फ्रीक्वेंसी आप यहां डेली रख दो, और प्रायोरिटी जो आपको सेट करनी है वो सेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ वेबसाइट। कहने का मतलब ये कि सर अगर हमारी वेबसाइट में कुछ यूआरएल्स इस टाइप के बने हुए a.com/a, ठीक है, तो ये वाले जो हमारे यूआरएल हैं ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल के बिल्कुल हमारे डोमेन के नजदीक हैं। वहीं पर अगर हमारे यूआरएल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है a.com/a/b, तो ये वाले जो यूआरएल्स हैं जैसे /a/c/d, इस टाइप के जो हमारे यूआरएल्स बनेंगे वो वाले हमारे यूआरएल सेकंड लेवल के एक टाइप से यूआरएल्स हो गए। तो इनकी प्रायोरिटी जो है वो 0.8 हो जाएगी, इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो जैसे जैसे हम लोग हायरार्की में नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो प्रायोरिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। कितने तक की डिक्रीज होती है सर, ये प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए? देखो ये जो आपकी प्रायोरिटी है लाई करती है 0 से 1 के बीच में। तो जनरली आप कोई 4-5 लेवल तक रखते नहीं हो, फाइन। ऐसा नहीं है कि आप इसको और ज्यादा ऐसे ऐसे करके आप यूआरएल्स बनाते हो, वो एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। आप चाहोगे कि आपके यूआरएल जो है वो डोमेन के ज्यादा करीब रहें। तो मान के चलते हैं अगर 3 लेवल तक आपके यूआरएल्स का स्ट्रक्चर बनता भी है तो आप एक को दे दो 0.6, एक को दे दो 0.8 और एक वाले को दे दो हम लोग जो सबसे पहला वाला हमारा यूआरएल है, जो डोमेन के सबसे करीब वाला हमारे स्लग होता है, उसको आप दे दो 1 की प्रायोरिटी। तो ये आप डेवलपर को बोल दोगे तो वो डेवलपर जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर डायनेमिकली वहां पर चीजों को जो है वो इंसर्ट कर देगा। तो आपको डेवलपर को बोलना है कि हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनको आप साइट मैप्स में अरेंज कर दो। उसका नाम वो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे साइट मैप 001 XML रख दें, साइट मैप 002 XML रख दें, साइट मैप 003 XML रख दें, इसमें कोई बुराई नहीं। अभी आपके पास 3 साइट मैप्स हैं, ठीक है, और इन तीनों साइट मैप्स को हमको एक और साइट मैप के अंदर रखना है जो हमारा मेन साइट मैप हो गया। तो आप इसका नाम चाहे साइट मैप मेन रखो, चाहे आप इसका नाम साइट मैप _index रखो, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, .xml, ये आपके ऊपर है कि आप इसका नाम क्या रख रहे हो। तो आप इसको बाद में रिडायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कोई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो sitemap.xml टाइप करते हैं तो उनको आप इसके ऊपर रिडायरेक्ट करके ला सकते हो, जैसे अभी आपने योस्ट वाले केस में देखा है। मैं फिर से आप ध्यान नहीं दिया आपने तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पर sitemap.xml टाइप करता हूं तो क्या हो रहा है, जैसे मैं sitemap.xml टाइप कर रहा हूं, sitemap _index.xml के ऊपर वो हमको लेकर जा रहा है। तो ये जितने भी हमारे वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट साइट मैप्स बने हैं उनकी ये इंडेक्स फाइल है। तो ये सारे हमारे डिफरेंट साइट मैप्स बने हुए हैं। अब मैं अगर एक साइट मैप्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो उस साइट मैप के अंदर मुझे डिफरेंट यूआरएल जो है वो दिखाई देंगे, और इन यूआरएल्स की जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो मेरे को दिखाई दे रही है। इन यूआरएल्स की प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं दिख रही, बट आप चाहो तो प्रायोरिटी भी दिखा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल से बात करूं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, राइट, तो इस टाइप से आपको डेवलपर को बोलना है कि इस टाइप से वो डायनेमिकली आपको सारे यूआरएल्स जो है वो दे दे, और जो हमारे कैटेगरी पेजेस हैं उनका साइट मैप अलग बना दे, जो हमारे प्रोडक्ट पेजेस हैं उनका साइट मैप अलग बना दे, जो हमारे इमेजेस हैं उनका साइट मैप अलग बना दे, जो हमारे ब्लॉग्स हैं उनका साइट मैप अलग बना दे, जो हमारे ऑथर की प्रोफाइल्स बनी हुई हैं अगर ब्लॉग्स के लिए तो उनका साइट मैप अलग बना दे। तो जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट के ऊपर बने हुए हैं वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर तो फॉल होंगे ही होंगे, तो उसके हिसाब से उसका साइट मैप बना दे। और साइट मैप में आप क्या बोलोगे, डायनेमिकली जनरेट होना चाहिए हमारा साइट मैप। मतलब कि जैसे ही हमारा कोई नया पेज ऐड हो उसकी भी इंफॉर्मेशन उस साइट मैप में ऐड हो जाए। और वो वाला साइट मैप हम कहां पर जाकर ऐड कर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल में, और गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से गूगल जो है वो हमारे साइट मैप तक पहुंच जाता है बड़ी आसानी से, और हमारी वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्स कर पाता है बड़ी आसानी से। तो कहने का मतलब कि कोई हवा नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट का साइट मैप बनाना, बट अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें डेवलपर को क्या मैसेज कन्वे करना है, एक साइट मैप में कितने यूआरएल्स हम ऐड कर सकते हैं, ये सारे अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम बड़ी आसानी से जो साइट मैप्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।